हेलो हैकर्स, तो कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। मैं आशीष कुमार आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं कंप्लीट कोर्स हैकिंग का। देखिए स्टार्ट करें अपने वीडियो। उससे पहले आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, बग बाउंटी हंटिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का जो एडवांस कोर्स है हमारा, जो कि पेड लाइव कोर्स है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएगी। कॉल करें और एनरोल हुए अभी के अभी अपने फेवरेट कोर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक। मैं आशीष कुमार आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां हम सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, यूज, स्कोप एंड लॉ ऑफ एथिकल हैकिंग। सो यहाँ पे हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम टोटल यहाँ पे 5 चीजें सीखने वाले हैं। वो 5 चीजें क्या है? व्हाट इज एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर्स, टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम, स्कोप इन एथिकल हैकिंग, साइबर लॉज यू शुड अवेयर। सो ये आज हम 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक फ्रेंड्स हमारा है व्हाट इज एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। पहले इन पॉइंट्स को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको और ब्रीफली समझेंगे कि एथिकल हैकिंग बेसिकली है क्या। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड साइबर सिक्योरिटी, लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्वर्स, सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, डिफीटिंग बैड हैकर्स। नाउ एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल स्टैंड्स फॉर लीगल फ्रेंड्स। एथिकल मतलब क्या होता है? लीगल। और हैकर जो ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग और किसी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज निकालते हैं, किसी सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। सो बेसिकली अगर हम सारे लीगल फॉर्मेट्स में, यानी सारे लीगल रूल्स एंड लॉज को फॉलो करते हुए किसी सिस्टम में टेस्टिंग करते हैं तो हम एथिकल हैकर हैं। यानी हम कोई भी इलीगल स्टफ, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। हम एथिकल हैकिंग से रिलेटेड जो भी, हैकिंग से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो भी करेंगे सारे लीगल फॉर्मेट्स में रह के करेंगे, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। तो हम होते हैं एथिकल हैकर। अब पॉइंट्स की तरफ वापस नजर डालते हैं और देखते हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं पॉइंट्स हमें। एथिकल हैकिंग में हम क्या करते हैं? साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन रखते हैं, हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। लीगल ब्रेकिंग इनटू सिस्टम्स एंड सर्वर्स, यानी हम लीगल फॉर्मेट से सिस्टम और सर्वर्स को ब्रेक करते हैं ताकि उन्हें सुधारा जा सके। सिक्योरिंग द ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशंस को सिक्योर करते हैं। जो कंपनियां हैं उनमें कमियां निकाल के अगर उन्हें बताएंगे और उन वल्नरेबिलिटीज को दूर करेंगे तो क्या होगा? वो कंपनियां सिक्योर होगी। उसके बाद डिफीटिंग बैड हैकर्स, और ये सब करने के बाद जो बैड हैकर्स होते हैं, जो एक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो एक कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम उनको हराते हैं। हम उनका जो मकसद है कि भाई किसी भी कंपनी को, किसी भी डोमेन को हैक करके उसको मिसयूज करना, हम वो करने से बचाते हैं। तो हम बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जस्ट बिकॉज वी आर सिक्योरिंग द वर्ल्ड फ्रॉम साइबर अटैक्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट टाइप्स ऑफ हैकर्स है। हैकर्स कितने टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स? वैसे फ्रेंड्स देखिए, हैकर हैकर ही होता है। हैकर के काम के हिसाब से उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। नॉलेज सबका सेम होता है, बस उसे कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया गया है। सो यहाँ हम 3 कैटेगरीज में हैकर को डिवाइड कर रहे हैं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या है। पहला हमारे पास है व्हाइट हैट हैकर, देन ग्रे हैट हैकर, देन ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये तीनों हैकर्स की कैटेगरी समझते कि ये अपनी जो नॉलेज है उसको किस तरीके से यूज करते हैं। केवल नॉलेज को यूज करने के बेसिस पे ही इनको कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाइट हैट हैकर। अब एक व्हाइट हैट हैकर क्या होता है? एक व्हाइट हैट हैकर एक ऐसा एथिकल हैकर होता है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करे या सिस्टम में ब्रेकिंग करे, लेकिन सब कुछ लीगल रूल्स के हिसाब से ही करता है। केवल लॉ को फॉलो करते हुए और परमिशंस को फॉलो करते हुए ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है। यानी अगर इसको किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी है तो सबसे पहले ही उसके ओनर की रिटर्न में परमिशन लेगा कि मैं आपकी साइट को टेस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देन जब इसको रिटर्न में परमिशन मिलेगी उसके बाद ही ये उसकी साइट में टेस्टिंग करेगा, और साइट में टेस्ट करने के बाद जितनी भी वल्नरेबिलिटीज आती है उन सारी वल्नरेबिलिटीज को दूर करा जाएगा। तो ये होता है व्हाइट हैट हैकर, जो सारे लीगल काम करेगा, परमिशन के बाद ही करेगा, एंड ये अच्छे काम कर रहा है बेसिकली बिकॉज ये एक सिस्टम या सर्वर को सिक्योर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रे हैट हैकर। अब ये जो ग्रे हैट हैकर ये क्या होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली वो हैकर्स होते हैं जो अच्छा काम भी कर सकते हैं और बुरा काम भी कर सकते हैं। लाइक ये अपनी नॉलेज का यूज लेके किसी सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हैं, और ये अपने नॉलेज का यूज लेके किसी सिस्टम को क्रैश या खराब भी कर सकते हैं, या फिर उसकी डिटेल जो क्रेडेंशियल्स है उनको बेच भी सकते हैं पैसों के लिए। ये बेसिकली अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो अपनी मन मर्जी पे चलते हैं। ये लीगल स्टफ भी कर सकते हैं, ये इलीगल स्टफ भी कर सकते हैं। यानी लीगल काम भी कर रहे हैं, एथिकल हैकिंग से अच्छे काम भी कर रहे हैं, और एथिकल हैकिंग का यूज लेके गलत काम भी कर रहे हैं। सो ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स कौन होते हैं? ब्लैक हैट हैकर्स में वो हैकर्स होते हैं जिनको बैड हैकर्स भी कहा जाता है। यानी इनका काम होता है कि ये किसी भी सिस्टम में कमी निकालेंगे,
उस कमी के जरिए उस सिस्टम को क्रैश करेंगे, उस सिस्टम का नुकसान करेंगे, या फिर उससे जो डेटा आ रहा है उस डेटा को बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। यानी ये अपने स्वार्थ के लिए किसी ना किसी का मिसयूज करते हैं, कुछ गलत करते हैं। ये सारे इलीगल काम यही करते हैं। यानी एथिकल हैकिंग का यूज लेके जो भी इलीगल स्टफ हो सकता है, ये किसी का डेटा चुरा रहे हैं, सिस्टम में इलीगली एक्सेस कर रहे हैं, ये रिमोट एक्सेस कर रहे हैं, ये रैंसमवेयर और ऐसे अटैक्स कर रहे हैं। सो जितने भी गलत काम होते हैं जिसमें ये लोग पैसों के लिए कुछ भी गलत कर सकते हैं, किसी सिस्टम की डिटेल्स बेच रहे हैं, तो वो सारे काम करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारे पास है टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम। यानी एक सिस्टम पे कितने तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, एक सिस्टम कितने तरीकों से वल्नरेबल होता है। तो इसको समझेंगे जब हम टेस्टिंग करेंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? जो हम यूज करते हैं, विंडोज होते हैं, लाइनक्स होते हैं, मैक के होते हैं। सो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब कोई कमी रह जाती है, यानी इन ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन्स होते हैं उनमें बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है उनमें अगर कोई कमी है और उस कमी का यूज लेके अगर हम किसी सिस्टम की एक्सेस ले लेते हैं, तो उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक कहते हैं। जैसे विंडोज में हम देखेंगे हमें काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज मिलेगी, नल अकाउंट की, मिस कॉन्फ़िगरेशंस की। तो इन सारी कमियों के जरिए जब हम कोई अटैक करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करते हैं, उसके बाद उस वर्जन के हिसाब से उस पर अटैक्स ट्राई करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स। देन हमारे पास आता है मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक। अब मिस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फ्रेंड्स? हम कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी यूज़ कर रहे हो, इन सब के अंदर सेटिंग्स होती है कि ये कौन सी पोर्ट पे काम करेगी, क्या एक्शन लेने पे ये क्या रिप्लाई करेगी। तो ये जो सेटिंग्स होती है सारी, इन सारी सेटिंग्स में अगर कहीं कोई कमी है या कोई सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ही सेट है, तो उसको मिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। हमारे घर में राउटर है, ब्रॉडबैंड है, जिसका हम नेट चलाते हैं। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी जो एडमिन वेब पेज होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है? एडमिन या एडमिन पासवर्ड। तो ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होते हैं। बट अगर हमने इस पासवर्ड को चेंज नहीं करा है, आज भी वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है, तो वो एक मिस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो ऐसी ही कुछ सेटिंग्स जो एक डिवाइस के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आती है और अगर उसमें चेंज ना करे और वो सेटिंग्स की वजह से वो डिवाइस वल्नरेबल हो, तो उसे मिस कॉन्फ़िगरेशन अटैक कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन लेवल अटैक। नाउ एप्लीकेशन लेवल अटैक क्या होता है फ्रेंड्स? हम वेब एप्लीकेशन चलाते हैं, वेबसाइट चलाते हैं, इनके अंदर जब हम कोई कमी निकालते हैं, यानी डेवलपर के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में हम कमी निकाल रहे हैं, हम एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई कर रहे हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ट्राई कर रहे हैं, ये अलग अलग अटैक्स ट्राई कर रहे हैं केवल वेब एप्लीकेशन पे, उसकी प्रोग्रामिंग के जरिए जो डेवलपर है उसकी किसी ना किसी गलती की वजह से अगर हम वेब एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेब एप्लीकेशन अटैक। उसके बाद हमारे पास फ्रेंड्स आता है श्रिंक रैप कोड अटैक। ये श्रिंक रैप कोड अटैक क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। श्रिंक रैप कोड अटैक बेसिकली एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर मान लीजिए इस एप्लीकेशन ने तीनों में से किसी के पास भी कोई कमी थी, मैंने रिपोर्ट करी, या वो वल्नरेबिलिटी मैंने बता दी कि आपके यहाँ पे ये वल्नरेबिलिटी है, बट इनने अभी तक उसका पैच रिलीज नहीं किया, इनने अभी तक उस वल्नरेबिलिटी को दूर नहीं किया। तो इस वजह से अगर इनने वल्नरेबिलिटी को दूर नहीं किया और कोई और अटैकर आके इनके सिस्टम को हैक कर लेता है, तो उसको कहते हैं श्रिंक रैप कोड अटैक। यानी वो डिवाइसेस, वो सिस्टम्स, वो एप्लीकेशंस जिनकी वल्नरेबिलिटी पैचेस अभी तक रिलीज नहीं करे गए हैं, उन पे वापस से अटैक हो गया, तो उनको हम कहेंगे श्रिंक रैप कोड अटैक। तो ये थे फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ अटैक्स ऑन अ सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्कोप इन एथिकल हैकिंग। कि सर हम एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ तो रहे हैं, हम क्लासेस में अच्छी लग रही है, हम सीख रहे हैं, क्या इसमें स्कोप है कि नहीं है? तो कुछ अपन लॉजिकल पॉइंट्स देखेंगे एंड हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो आ रहा है उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या रियलिटी में एथिकल हैकिंग में स्कोप है या नहीं है। तो आइए कुछ चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं। पहला है कि इंडिया में एथिकल हैकर की जो एक एवरेज सैलरी होती है वो क्या होती है? वो होती है 5 लाख रुपीज़। सो पर ईयर एक एथिकल हैकर की जो सैलरी होती है वो 5 लाख के अप्रॉक्स होती है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये अप्रॉक्स है बेसिकली। हाँ, आपको बता दूँ जो 5 लाख है ये अप्रॉक्स है, ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और अगर आपकी स्किल अच्छी है और अगर आपने अपने आप को अच्छे से डेवलप करा है, तो आप जितना सोच सकते हैं ये उतनी बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, साइबर क्राइम के बारे में कुछ है कि साइबर क्राइम जो है वो 600% बढ़ा है। कब? ये कोविड-19 में। कोविड-19 की इस पैंडेमिक में बेसिकली इतने ज़्यादा साइबर अटैक्स हुए हैं कि हर कोई इससे परेशान है। कि आप खुद अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में देख सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई सिस्टम हैक हो रहा है। कभी एप्पल में कोई वल्नरेबिलिटी आ रही है, जूम हैक हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट हैक हुआ है, ऐसी ही कई सारी चीज़ें, कई सारे अटैक्स हुए हैं। तो इन अटैक्स की वजह से बेसिकली आप ग्राफ देख सकते हैं कि 600% साइबर क्राइम बढ़ा है। कब? इस कोविड पैंडेमिक 19 में, एंड 20 तक ये और अब जा रहा है।
और 21 तक देखते हैं क्या होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स जो है बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है फ्रेंड्स कि फ्यूचर में अगर कोई वर्ल्ड वॉर होता है तो वो साइबर वॉर हो सकता है, बिकॉज साइबर वॉर सबसे डेंजर वॉर है। यानी आप अपने घर बैठे बैठे किसी भी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं और किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। आप किसी भी डिवाइसेस मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने किसी ने कोई रॉकेट या कोई भी बेसिकली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनको एक्सेस कर लिया, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल एट दिस टाइम। और अगर आप हर डिजिटल मशीन को हैक कर सकते हैं तो आप सोचिए साइबर वॉर बहुत ही खतरनाक वॉर होगा। इसके कई सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कई सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं कि साइबर वॉर कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम पहले ही टाइम रहते तैयार हो जाए, एथिकल रहकर तैयार हो जाए, ताकि कोई साइबर अटैक हो ना पाए, हम अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सके और हम साइबर अटैक जो बैड हैकर्स होते हैं उनको डिफीट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स द इंडियन गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन 395 मिलियन $, यानी अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में 395 मिलियन $, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें हैं। साइबर सिक्योरिटी में 395 मिलियन $, लगाए गए हैं फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा होते हैं। सो ये तो केवल था 2019 का ग्राफ, यानी 2019 में इतने मिलियन $, लगाए गए जो कि साइबर सिक्योरिटी टीम को भी स्प्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोग एथिकल हैकर के लिए अप्लाई करें, लोग एथिकल हैकर के लिए खुद को तैयार करें, अपनी स्किल डेवलप करें। एंड साथ ही साथ ये भी है कि 550 मिलियन $, 2022 तक अप्लाई करने की बात छेड़ी गई है। यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 2022 तक 550 मिलियन $, साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने वाली है। सो फ्रेंड्स स्कोप नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बट ये काम इतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। हमें इसके लिए अपनी स्किल को डेवलप करना है। आप मेरे साथ सीखते रहेंगे, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, और अगर आप अपनी स्किल को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं देन आप किसी को भी सिक्योर रख सकते हैं। और फिलहाल साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमें बस इसमें अपनी स्किल को सुधारना है, मेहनत करनी है, एंड देन हम डेफिनेटली इसका रिजल्ट देख सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स हम साथ में मिलकर इस काम को करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग बारे में इतना कुछ देखा, क्योंकि एथिकल का मतलब था लॉस को फॉलो करते हुए सारी अटैक्स या सारी टेस्टिंग को प्रोसेस करना। सो अब हम देखेंगे कि लॉस क्या है, साइबर लॉस क्या कहते हैं। सो यहाँ पे इंडिया के जो एक्ट्स हैं जिसमें पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 1999, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एंड द कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड लास्ट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो एक्ट्स है ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप इन एक्ट्स के बारे में और समझ सकते हैं, इनके जो भी पॉइंट्स है वो सारे देख सकते हैं इन 2 URLs पे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये इंडियन एक्ट्स है जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जो कि हमें पता होने ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम किसी सिस्टम की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, विदाउट परमिशन तो हमें किसी सिस्टम की टेस्टिंग करनी ही नहीं है। ये एक एथिकल हैकर का बहुत बेसिक, एक व्हाइट हैट हैकर का बहुत बेसिक रूल है कि विदाउट रिटर्न परमिशन हम किसी भी सिस्टम की टेस्टिंग नहीं करेंगे। हमारा पहला टॉपिक जो बेसिक पार्ट है, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग क्या होता है, आज हम नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज आप टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क्स, what are the types of networks, what is IP address and their types, and role of ports in networking। ये 5 चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है। बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को देखते हुए हम कंप्यूटर नेटवर्किंग को समझेंगे। सबसे पहले कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब 2 डिवाइस या कोई भी 2 एंटिटीज एक दूसरे से कम्युनिकेट बात करती है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन करती है, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, जब एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर से किसी भी सोर्स के जरिए कोई डेटा या इंफॉर्मेशन या सॉफ्टवेयर फाइल कुछ भी शेयर करता है, उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। ये काम कैसे करती है, इसमें क्या क्या होता है, आगे और चीजें देखेंगे अपन। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में, फाइल शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अब ये जो फाइल, जो इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं स्टोर होगी। मैंने अगर आपसे एक फाइल शेयर करी है तो वो फाइल आपके सिस्टम में सेव होगी। मैंने आपको अगर एक ऑडियो भेजा है तो ऑडियो आपके फाइल में सेव होगा। अगर एक सॉफ्टवेयर भेजा है तो वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में सेव होगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी प्रिजर्व कर रहा है। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्या है, बेसिकली जब 2 सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल के जरिए करते हैं। वो TCP, UDP, HTTP किसी भी प्रोटोकॉल के जरिए जब वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो प्रोटोकॉल सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि वो जो उनका डेटा है वो सिक्योरली ट्रांसफर हो और वो सिक्योरली स्टोर भी हो। तो सिक्योरिटी भी हमें प्रोवाइड हो रही है। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर तो हो ही रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग में, एंड शेयरिंग ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमें सारी चीज़ें मिल रही है,
एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिकली दो सिस्टम्स के बीच में जब कम्युनिकेट करना है तो उस कम्युनिकेशन को कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। वो कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस, वो रूल्स रेगुलेशन जो भी चीजें फॉलो हो रही है उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, नेटवर्किंग काम कैसे करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे अच्छे से समझेगा बिकॉज एथिकल हैकिंग में नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे तो हमें नेटवर्क को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं। पहली एंटिटी जो हमें समझनी है वो आईएसपी। आईएसपी क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और जितने भी अदर नेटवर्क्स है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आईएसपी कहा जाता है। आप लोग अपने घर में किसी ना किसी आईएसपी का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। आपके घर में या तो एयरटेल का ब्रॉडबैंड होगा या जियो का होगा या किसी अदर सर्विस बीएसएनएल का होगा। तो आईएसपी करता क्या है? बेसिकली आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। वो एक ब्रॉडबैंड को इंटरनेट प्रोवाइड करता है और ये ब्रॉडबैंड जो है बेसिकली ये ब्रॉडबैंड हम लोगों को नेट प्रोवाइड करता है। जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है उसके पास नेट कहां से जा रहा है? ब्रॉडबैंड से जा रहा है। अब इन दोनों के बीच के प्रोसेस को एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये आईएसपी और ब्रॉडबैंड में जब एक कम्युनिकेशन सेट हो रहा है, जब आईएसपी ब्रॉडबैंड को नेट प्रोवाइड कर रहा है तब उसको क्या मिल रहा है? आईपी के बारे में क्या पता है आपको? आईपी क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये एड्रेस कब प्रोवाइड करा जाता है? ये एड्रेस तब मिलता है जब एक सिस्टम के पास इंटरनेट प्रोवाइड हो जाता है। जैसे ही एक सिस्टम में इंटरनेट आता है उसको एक आईपी अलॉट हो जाती है जो कि उसका वाइड एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क में उसका एड्रेस होता है। और वो एड्रेस तभी उसको मिलेगा जब उसके पास इंटरनेट आएगा। तो यहाँ देखते हैं हम कि जैसे ही आईएसपी ने इस ब्रॉडबैंड को नेट दिया उसी वक्त इस ब्रॉडबैंड के पास एक आईपी अलॉट हो गई, इसकी पब्लिक आईपी, जो कि है 8210250.19। ये आईपी इस ब्रॉडबैंड को कब अलॉट हुई? जब आईएसपी ने इसको इंटरनेट प्रोवाइड किया। नाउ जैसे ही इसके पास इंटरनेट है, इसके पास एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी है 192.168.0.1 जो कि पहले से थी इसके पास। बट अब ये आगे काम क्या करेगा? इसके पास इंटरनेट आ गया है, इसके पास एक पब्लिक आईपी आ गई है और इससे अब कुछ डिवाइस कनेक्ट हुए हैं, वायर्ड हुए हो चाहे वायरलेस हुए हो। यहाँ पे एक वायरलेस डिवाइस है, बाकी सारे वायर्ड डिवाइसेस है। तो ये जो डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं इससे, इन सारे डिवाइसेस को ये बेसिकली नेट प्रोवाइड कर रहा है और नेट के साथ साथ हर एक को आईपी भी ये अलॉट करेगा। बट आईपी किस बेसिस पर अलॉट होगी? आईपी अलॉट होगी इस प्राइवेट आईपी डिफॉल्ट गेटवे के जरिए जो कि है 192.168.0.1। तो जो भी आईपी इन सिस्टम्स को अलॉट होगी वो 0.1 के बाद की होगी। ये ऐसे ही डिफॉल्ट गेटवे हमारा काम करता है। डिफॉल्ट गेटवे जो होता है वो पहली आईपी सिस्टम का जो राउटर होता है उसकी होती है और उसके बाद की जितनी भी आईपीज होती है वो सारी राउटर असाइन करता है हर सिस्टम को। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे हमारे सिस्टम की 102 है, इस सिस्टम की 100 है, इस सिस्टम की 10 है, प्ले स्टेशन है जो कि। सो बेसिकली एक राउटर इन सबको आईपीज प्रोवाइड कर रहा है। बट ये जो आईपी प्रोवाइड कर रहा है ये सारी आईपी प्राइवेट आईपीज है। ये जो जितनी भी आईपीज आपको दिख रही है प्राइवेट आईपी है, इनका वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट वर्ल्ड में कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये आईपी सिस्टम के पास है या फिर ये आईपी सिस्टम को बिलोंग कर रही है। ये कुछ ऐसा है फ्रेंड्स कि जो भी आईपी इंटरनेट पे जा रही है वो पब्लिक आईपी जाएगी, प्राइवेट आईपी नहीं जाएगी क्योंकि वो लोकल एरिया नेटवर्क की है। ये आईपी बस इस एरिया में सीमित है, इस एरिया के बाहर इस आईपी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन किस आईपी की है? इस पब्लिक आईपी की जो कि इस आईएसपी ने इसको दी है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए इस कंप्यूटर को गूगल एक्सेस करना है, इसने लिखा google.com। जैसे ही इसने गूगल एक्सेस करने की रिक्वेस्ट जनरेट करी, इसने अपने ब्राउजर में बस सर्च करा google.com, देन एक पैकेज जनरेट होके कहाँ आएगा? हमारे राउटर के पास। फिर हमारा राउटर क्या करेगा? राउटर इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करेगा। तो राउटर ने इस पैकेट को इंटरनेट पर फॉरवर्ड करा। अब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के बारे में कुछ समझते हैं क्या होता है। जिस सिस्टम से कोई पैकेट जनरेट होके जा रहा होता है उसको सोर्स आईपी कहते हैं। यहाँ से यानी यहाँ से ये पैकेट जनरेट हुआ है, यहाँ से ये निकला है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होता है? जिस डेस्टिनेशन पे वो पैकेट जा रहा है, यानी यहाँ से अगर इस राउटर ने एक पैकेट जनरेट किया गूगल सर्वर की तरफ कि हमें आपकी साइट को एक्सेस करना है, तो सोर्स आईपी थी राउटर की एंड डेस्टिनेशन आईपी थी गूगल की। उस पैकेट को वहां पहुंचना था। तो ऐसे ही जैसे ही इस राउटर ने इस पैकेट को सेंड करा तो यहाँ पे जो सोर्स आईपी है वो होगी राउटर की और ये पैकेट सीधा जाएगा गूगल सर्वर के पास उसकी आईपी से पिंग होके, जो अपन आगे समझेंगे। और गूगल सर्वर दो ही रिस्पॉन्स देगा, या तो वो बोलेगा आप मेरी साइट को एक्सेस नहीं कर सकते हो या फिर वो बोलेगा आप एक्सेस कर सकते हो। दोनों ही केस में वो एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा यानी एक रिप्लाई देगा। उस रिप्लाई को रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा तो वो रिस्पॉन्स किस आईपी पाएगा? क्या वो इस सिस्टम की आईपी पाएगा
102 पे नहीं, वो आएगा राउटर की आईपी पे। जस्ट बिकॉज उस राउटर की आईपी थी, सोर्स आईपी, जो आईपी वहां गई है गूगल सर्वर के पास वो ये आईपी थी, तो जो रिस्पॉन्स आएगी वो रिस्पॉन्स भी इसी राउटर के पास आएगी। इस राउटर को रिस्पॉन्स मिली। नाउ राउटर एक और अच्छा काम करता है जिसको हमें समझना जरूरी है। राउटर हर कुछ सेकंड्स में कुछ एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ये एआरपी रिक्वेस्ट होती क्या है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या करती है? ये कंफर्म करती है कि इसके पास कितने सिस्टम कनेक्टेड है और उन सारे सिस्टम्स की आईपी क्या है। ये पूछती है हु इज 102, यानी एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो कि बोलेगी हु इज 192.168.0.102। ये सारे सिस्टम्स के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी एंड ये सिस्टम जो है ये बोलेगा कि मैं हूं 102। जैसे ही ये रिप्लाई देगा मैं हूं 102, ये अपने रिकॉर्ड में उसको अपडेट करेगी और वो जो रिस्पॉन्स आई थी वो रिस्पॉन्स इसको शेयर करेगी। और ऐसे ही करके हम हमारा जो ऑल ओवर नेटवर्किंग काम करती है, इनमें से वायर्ड हो चाहे वायरलेस हो, भले ही इस वायरलेस डिवाइस ने गूगल एक्सेस करने की परमिशन मांगी, बट जो आईपी जाएगी वो पब्लिक आईपी जाएगी राउटर की, एंड जो रिस्पॉन्स आएगा वो राउटर के पास ही आएगा। देन राउटर सबसे एआरपी रिक्वेस्ट शेयर करके जिसकी वो आईपी होगी, जिसके लिए वो रिस्पॉन्स आई है, उसको शेयर कर देगा। तो ऐसे हमारे जो नेटवर्किंग है ये काम करती है। इसमें कुछ और पॉइंट्स है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं? नेटवर्किंग में 3 टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। कौन कौन से? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली 3 कैटेगरीज में नेटवर्क को डिवाइड कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं इनके अंदर क्या है। सबसे पहले हमारे पास है लैन। व्हाट इज लैन? लैन क्या होता है? लैन होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कि एक राउटर है, जो कि अभी हमने समझा था कि एक राउटर से कुछ सिस्टम कनेक्टेड है। 10 सिस्टम होंगे, 5 सिस्टम होंगे, जितने भी सिस्टम वाईफाई में हो चाहे वायर्ड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक राउटर के अंदर जितने सिस्टम कनेक्टेड है वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, ये राउटर है, इस राउटर ने यहाँ पे इन सिस्टम्स को कनेक्ट कर रखा है। इस राउटर कितने सिस्टम कनेक्ट है? 1 2 3 4 5 6 सिस्टम कनेक्टेड है। तो अगर एक स्मॉल एरिया नेटवर्क है, ये प्रॉपर लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसको हम लैन कहते हैं, यानी कि स्मॉल एरिया में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है उसको हम लैन कहेंगे। नाउ सेकंड इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है? व्हाट इज मैन? मैन बेसिकली जब एक राउटर या ब्रॉडबैंड या हम जो भी सर्विस यूज ले रहे हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब उसको यूज में ले रहे हैं, यानी यहाँ ये जो नेटवर्क है ये इन घरों में भी प्रोवाइड हो रहा है, इन कंपनीज में और इनके सर्वर्स में भी प्रोवाइड हो रहा है। तो ये आसपास के काफी एरियाज में अगर नेट प्रोवाइड हो रहा है, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क से बड़े स्टेज पे जब नेटवर्क शेयर होता है तो उसको मैन कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? हम सब वाइड एरिया नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। वाइड एरिया नेटवर्क है इंटरनेट, जो एक बहुत बड़े स्टेज पे होता है। हमारा जो आईएसपी है ऑल ओवर कंट्री में नेट प्रोवाइड करा रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क है। www वाइड एरिया नेटवर्क है। सो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क क्या काम कर रहा है? एक जो राउटर है वो कई कंट्रीज में अलग अलग डिवाइसेस में सबको नेट प्रोवाइड कर रहा है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आईपी एड्रेस। क्या होता है? हमने अभी पब्लिक आईपी देखी और कुछ प्राइवेट आईपी देखी, डिफॉल्ट गेटवे को देखा कि वो प्राइवेट आईपी से होती है। इसको और अच्छे से हम अभी समझेंगे। फिलहाल एक IPv4 क्या है, क्या होती है IPv4 और ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है वो समझेंगे। सो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट थिंग, ये 4 पेयर्स के डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे हर पेयर के पास 8 बिट्स होती है, यानी 1 बाइट। हर पेयर के पास 8 बिट है। टोटल जो हो जाएगी हमारे पास वो है 32 बिट्स, यानी 4 बाइट्स। सो एक आईपी टोटल 4 बाइट्स की होती है। अब इस आईपी के बारे में कुछ अपन चीजें समझते हैं कि ये जो आईपी के स्लॉट्स है ये ऐसे ही नहीं है, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये आप लोगों के लिए कुछ नया होगा, इसको अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं। ये जो इसका पहला पेयर है, ये पेयर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये पेयर हमें बताता है कि ये आईपी किस कंट्री से है, यानी ये पेयर हमें बताएगा कि ये इंडिया से है या किसी अदर कंट्री की आईपी है। सेकंड पेयर हमें क्या बताता है? सेकंड पेयर हमें बताता है कि इसका स्टेट क्या है। एंड थर्ड पेयर हमें बताता है कि आईएसपी कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, यानी हमें ये बता रहा है कि किस कंट्री की किस स्टेट में कौन सा जो आईएसपी का जो वहां का ऑफिस होगा, जो हमें जिसने आईपी अलॉट करी है वो ऑफिस कहाँ पे है। ये लोकेशन बताती है आईपी हमें। जैसा हमारा आधार कार्ड का एड्रेस होता है वो हमारे घर की इन्फॉर्मेशन देगा, हमारे बारे में इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे ही एक आईपी भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन लेके चलती है, जो हम स्कैनिंग में देखेंगे कि हम एक आईपी से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमारा फोर्थ पेयर है वो हमें बताता है कि डिवाइस कौन सा है।
अब ये काम होता कैसे और क्या काम होता है इसको भी समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी साइट को एक्सेस करा या एक क्रिमिनल ने साइबर फ्रॉड करा है, तो अगर उसने किसी साइट को एक्सेस करा था तो वहां उसकी आईपी रिकॉर्ड हो जाती है लॉग्स फाइल के अंदर। और लॉग्स फाइल के अंदर क्या रिकॉर्ड होता है कि उसने क्या चलाया है, उसकी आईपी क्या थी और किस टाइम पे यूज किया उसने उसे। तो ये 3 इंफॉर्मेशन उसके पास स्टोर हो जाती है। और जो हमारी साइबर टीम होती है वो क्या करती है, वो उस आईपी के जरिए उस आईएसपी तक पहुंच जाती है, उस कंट्री के उस स्टेट में उस आईएसपी ऑफिस तक पहुंचती है और वहां जाके क्वेरी करती है कि इस टाइम पे ये आईपी किस सिस्टम के पास थी। देन उन्हें पता पड़ता है कि ये आईपी इस सिस्टम के पास थी जिसका मैक एड्रेस ये है, और उसके जरिए वो उस सिस्टम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे हमारी आईपी हमारी काफी सारी इंफॉर्मेशन रखती है। आइए नेक्स्ट चीज देखते हैं, IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv4 के बारे में जो कि हमने समझा, ये एक IPv4 वर्जन है जिसके अंदर टोटल 32 बिट्स के नंबर्स हमें मिलते हैं, जिसके अंदर एड्रेसिंग फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होता है 192.159.252.76। इसमें प्रीफिक्स नोटेशन जो है वो बेसिकली इसकी स्टार्टिंग की जो आईपी होती है, जो कंट्री और स्टेट है वो फिक्स रहता है, देन आईएसपी उसके हिसाब से चेंज होता है। कंट्री के हिसाब से जो फर्स्ट पेयर है चेंज होगा एंड स्टेट के हिसाब से सेकंड पेयर चेंज होगा। नंबर्स ऑफ एड्रेसेस कितने बन सकते हैं, इसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, IPv4 कितने सिस्टम्स को अलॉट करी जा सकती है। तो ये है 2 की पावर 32 यानी 4.7 बिलियन एड्रेसेस। 4.7 बिलियन एड्रेसेस एक IPv4 जनरेट कर सकता है, यानी टोटल 4.7 बिलियन डिवाइसेस को आईपी अलॉट करी जा सकती है। बट ये आज के यूज के हिसाब से बहुत कम पड़ गई है। आज के यूज के हिसाब से बहुत सारे लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं, बहुत सारे डिवाइसेस इंटरनेट पे है, तो इतने सारे डिवाइसेस को आईपी अलॉट करना मुश्किल होता जा रहा है। और स्टैटिक आईपी की अपन बात करें, जिसके बारे में अपन आगे समझेंगे, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सो उस केस में हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस करा। IPv4 का ही अपडेटेड वर्जन है जिसमें कुछ ज्यादा प्रॉफिटेबल चीजें हैं। वो क्या है समझते हैं। IPv6 में टोटल 128 बिट नंबर्स हैं एंड इसका जो नोटेशन है ये कुछ इस प्रकार से होता है जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। और इसकी खास बात है कि इसमें जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो बहुत ज्यादा है। कितने ज्यादा है वो 2 की पावर 128 है, यानी 340 ट्रिलियन 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 एड्रेसेस। अप्रोक्सीमेटली इतने ज्यादा एड्रेसेस बन सकते हैं इससे। सो यहां पे हमें सिस्टम्स को आईपी अलॉट करने में कमी महसूस नहीं होगी, केवल इस वजह से IPv6 को इंट्रोड्यूस करा गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, टाइप्स ऑफ आईपी। आईपी कितने टाइप्स की होती है तो वो हम समझने वाले हैं। पहले इन 2 टॉपिक्स को देखते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। ये 2 आईपी जो है ये क्या होती है, क्या इनमें डिफरेंस है। पब्लिक आईपी जो हमने देखा कि आईएसपी ने ब्रॉडबैंड को प्रोवाइड कराई थी, जो हमारी सिम के पास होती है। अगर हमारे मोबाइल में हमने हॉटस्पॉट ऑन किया और जो बाकी डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं, जो नेट चला रहे हैं, तो आईपी कभी उनकी नहीं जाएगी। आईपी जाएगी हमारे डिवाइस की, क्योंकि वो ही पब्लिक आईपी है। उसके इंटरनल जितने भी डिवाइसेस जुड़े हैं वो लोकल आईपी पे जुड़े हुए हैं। पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जो ऑल ओवर इंटरनेट सबको दिखाई देगी। जैसे हमारा पैन कार्ड नंबर है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम कहीं भी अप्लाई करेंगे, कहीं भी लगाएंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल है। हमारा नाम हमारी आइडेंटिटी है, वो जहां भी लिया जाएगा पहचान सकते हैं कि हाँ भाई ये इसका नाम लिया जा रहा है। बट अगर हमारा निक नेम की बात करें जो घर में लिया जाता है, तो केवल उस एरिया में ही वो सीमित रहता है, तो उसको कहते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट यानी उस एरिया में ही उसको जाना जाता है, उस एरिया के बाद उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यानी एक राउटर से जुड़े हुए जितने भी सिस्टम्स थे, उनकी जो भी आईपी थी 192.168, कभी भी ये सिस्टम्स की आईपी बाहर नहीं जाएगी। हमेशा इंटरनेट पे वाइड एरिया नेटवर्क में जो आईपी शो होगी वो होगी पब्लिक आईपी। नेक्स्ट, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक आईपी और डायनामिक आईपी क्या होता है फ्रेंड्स। स्टैटिक आईपी वो आईपी होती है जो एक बार अगर अलॉट कर दी जाती है तो वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। यानी अगर मेरे सिस्टम की आईपी आज है 142.168.29.29, तो ये आईपी फिक्स रहेगी। कल परसों, नेक्स्ट डे, 1 वीक बाद, 1 ईयर बाद ये आईपी फिक्स रहेगी। तो स्टैटिक आईपी क्या यूज आती है, जब हम अपनी वेबसाइट होस्ट करते हैं या जब हम चाहते हैं कोई भी वेबसाइट होस्ट हो रही है, जब एक डोमेन मिल रहा है, आईपी को एक नाम मिलता है, जब जिसको डोमेन नेम कहते हैं, तो उसकी आईपी फिक्स होती है। जस्ट बिकॉज हम नहीं चाहेंगे कि कोई रेगुलर हमारी आईपी चेंज हो और किसी को हम तक आने में प्रॉब्लम हो। ये हमारे घर के एड्रेस की तरह है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा घर का एड्रेस अलग हो, अगर आप लोग आ रहे हो तो आए दिन नए नए एड्रेस मेरे को आपको बताना पड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है और इससे मेरा ट्रैफिक कम होगा जो वेबसाइट पे आएगा। तो इसलिए हम स्टैटिक आईपी मांगते हैं, हमें स्टैटिक आईपी दी जाती है। डायनामिक आईपी क्या होती है, वो आईपी जो हमें अभी हमारे डिवाइसेस में अलॉट हो रही है बाय डिफॉल्ट, बिकॉज हमें स्टैटिक आईपी की जरूरत इतनी नहीं है। एक नॉर्मल यूजर को स्टैटिक आईपी की इतनी जरूरत नहीं है। हमारे डिवाइसेस में जो हमें आईपी अलॉट होती है
वो डायनामिक आईपी होती है, वो लगातार चेंज होती है, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आईपी चेंज हो जाती है, और उससे पहले अगर कोई भी बीच में हर्डल आए, कोई भी बीच में रुकावट आती है तो अभी वो आईपी चेंज हो जाती है। लाइक अगर आपने अपना एयरप्लेन मोड ऑन करा है, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करा है, आपने अपनी सिम स्विच करी है, तो उस केस में भी जो हमें आईपी है वो नई असाइन हो जाती है, ताकि ये जो आईपीज हैं ये सबको असाइन हो सके टाइम टू टाइम। अगर कोई सिस्टम कोई यूज नहीं आ रहा है, बंद पड़ा है, तो उसको आईपी मिली हुई रखना बेवकूफ़ी है। आईपी की हमारे पास पहले ही कमी थी, आईपी 6 के बाद इतनी नहीं रही है, बट जब हमें यूज ही नहीं है स्टैटिक आईपी का, तो स्टैटिक आईपी हमें नहीं दी जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। पोर्ट्स का क्या रोल है नेटवर्किंग के अंदर। तो इसको समझने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ कि एक सिस्टम को जब दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, मान लीजिए इसकी आईपी थी 192.168.1.28 एंड इसकी आईपी थी 192.168.1.29। सो इन दोनों सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, बट ये जिस भी प्रोटोकॉल का यूज लें, टीसीपी के जरिए करें चाहे यूडीपी के जरिए करें, इनमें कुछ रूल्स है जो इन्हें फॉलो करने होते हैं, जो कि पोर्ट डिसाइड करता है। यानी ये जो इंफॉर्मेशन जा रही है किस रास्ते से जा रही है। अब यहाँ पे खूब सारे रास्ते हैं। अब मेरे को केवल एक इंफॉर्मेशन को शेयर करना था। मान लीजिए मैं वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं, इनको गली नंबर समझ सकते हैं अपन। अब इसको समझने के लिए दो लाइव एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये मेरे एक फ्रेंड का घर है और ये मेरा घर है। अगर मेरे फ्रेंड को मेरे घर पे आना है तो वो किसी ना किसी रास्ते से आएगा, उसको मेरा घर का एड्रेस पता होगा, उसको पता होगा मेरे घर की गली नंबर क्या है। वैसे ही ये सिस्टम्स भी काम करते हैं। ये फ्रेंड जो आएगा, ये जो भी एड्रेस है, जो भी गलियां जा रही है, जिस हिसाब से इसको लेके आ रही है, उस हिसाब से आएगा। और यहाँ इंटरनेट पे भी जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो किसी न किसी पोर्ट पे होगा, यानी किसी न किसी रास्ते पे होगा। और पोस्ट के कुछ रूल्स है क्या, कि अगर मैं पोर्ट नंबर 28 पे सुन रहा हूँ तो आप पोर्ट नंबर 28 पे ही बोलेंगे। इसका मतलब ऐसा है कि जब ये दोनों फ्रेंड्स मिल रहे थे, तो अगर मैं यहाँ पे अलग अलग रास्ते हैं फ्रेंड्स, तो अगर मैं मान लीजिए इस गली का नंबर है 80, तो अगर मैं गली नंबर 80 पे खड़ा हुआ यहाँ पे उसका वेट कर रहा हूँ और वो यहाँ पे गली नंबर 443 से आ जाता है, तो क्या हम मिल पाएंगे? हम नहीं मिल पाएंगे, हमारा कोई कम्युनिकेशन सेटअप ही नहीं होगा, हम दोनों को जो भी काम था वो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों सिस्टम जिनके पास अपनी अपनी आईपी है, अगर इन दोनों को एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो एक सेम पोर्ट पे करनी पड़ेगी। तो आइए इसके बारे में कुछ और चीजें समझते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी होती है। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है 65535, 65,535 पोर्ट्स होती है टोटल, जिसके अंदर इनके कुछ स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स क्या बताते हैं? जब हम नेटवर्किंग स्कैनिंग करते हैं तो हमें एक पोर्ट के कुछ स्टेट्स दिखते हैं, या तो वो ओपन, या वो क्लोज, या वो फिल्टर दिखती है। इसको समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि मान लीजिए हमारा घर है, तो या तो उसका दरवाजा खुला होगा कि कोई भी अंदर आ सकता है, या उसका दरवाजा बंद होगा कि कोई अंदर नहीं आ सकता है, उसका दरवाजा लॉक होगा कि जब तक किसी के पास चाबी नहीं है कोई अंदर नहीं आ सकता। सो ये होती है पोर्ट्स की कुछ स्टेट्स। नेक्स्ट थिंग जो है वो वेल नोन पोर्ट्स। क्या होता है? यानी 0 से लेकर 1023 तक जो नंबर ऑफ पोर्ट्स है ये वेल नोन होती है। इसमें पता होता है कि ये पोर्ट्स कौन यूज कर रहा होगा बाय डिफॉल्ट। लाइक 80 जो है वो HTTP यूज करता है, 443 जो है वो HTTPS यूज करता है। तो ये वेल नोन पोर्ट्स है, ये डिफाइंड है कि इसको यही यूज कर रहे होंगे, यही सर्विसेज यूज कर रही होगी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड पोर्ट्स। 1024 से लेकर 49,151 तक जो पोर्ट्स हैं उनको रजिस्टर्ड पोर्ट कहा जाता है। यानी वो जो पोर्ट्स हैं वो किसी ना किसी सिस्टम के लिए रजिस्टर्ड है, किसी ना किसी सर्विस के लिए रजिस्टर्ड है, उन पे केवल वो ही काम करेंगे। एंड 4915 से लेकर 65535 जो लास्ट था, ये जितनी भी पोर्ट्स होती है डायनेमिक होती है। ये बेसिकली किसी को भी अलॉट करी जा सकती है, किसी भी यूज में आ सकती है। इन पोर्ट्स को डायनेमिक पोर्ट्स कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमने देखा कि हर सर्विस किसी ना किसी पोर्ट पे रन कर रही है, तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज है और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पोर्ट नंबर 20 ये किस प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट कर रही है? जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या तो वो टीसीपी होगा, या वो यूडीपी होगा, या वो वाइड एरिया नेटवर्क में हो रहा है, या फिर वो वाइड हो रहा है। तो प्रोटोकॉल तो टीसीपी यूडीपी ही रहेगा, बट सर्विस क्या है? ये एफटीपी डेटा के शेयरिंग के लिए, बेसिकली एफटीपी डेटा की जो सर्विस है वो यूज कर रही है पोर्ट नंबर 20 को।
और ऐसे ही जो हम HTTP यानी वेबसाइट चलाते हैं, तो HTTP जो होता है वो पोर्ट नंबर 80 पे, यानी HTTP सर्विस पोर्ट नंबर 80 पे चलती है। प्रोटोकॉल तो इसका TCP ही रहेगा, बट सर्विस जो है वो HTTP रहेगी। और HTTPS जैसे ही एक HTTP वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट ऐड कर दिया जाता है तो वो HTTPS हो जाती है। और ये जो SSL सर्टिफिकेट है, ये जो सर्विस है, ये पोर्ट नंबर चलती है 443 पे। एंड कम्युनिकेशन जो इनका प्रोटोकॉल है वो TCP ही रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सर्विस है वो SSL है। तो ऐसे ही कुछ सर्विसेज है जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स पे ही चलती है। OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल, यहाँ पे हम कुछ चीजें सीखने वाले हैं OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल के बारे में। क्या क्या है देख लेते हैं। पहली चीज हम सीख व्हाट इज OSI मॉडल, हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज TCP/IP मॉडल, हाउ इट वर्क्स एंड OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल। तो आज हम ये टोटल यहाँ पे 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है, तो पहले इन पॉइंट्स को देखते हैं, बाद में इन चीजों को क्लियर करेंगे। OSI का फुल फॉर्म क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। डिफाइंस फंक्शंस करता है, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये टोटल 7 लेयर्स में इसने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन में। यानी जब दो सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता था कंप्यूटर नेटवर्किंग में, तो अब वो OSI मॉडल को फॉलो करके कम्युनिकेशन करते हैं, बिकॉज ये एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन को सेट करता है। एंड यहाँ पे ये जो 7 लेयर्स है ये वो स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन में इसकी हेल्प कर रही है। तो इसका मतलब है कि OSI मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हमें कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रहा है 7 लेयर्स के अंदर, जिसकी मदद से हम दो सिस्टम्स के बीच में एक स्टैंडर्डाइज्ड कम्युनिकेशन सेट कर सके। एंड इसको हमेशा बॉटम टू अप रीड करा जाता है, यानी जो OSI मॉडल है ये बॉटम टू अप काम करती है। तो ठीक है, हम इसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, ये OSI मॉडल है हमारे पास पूरा, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है, OSI मॉडल कैसे काम करते हैं। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे टोटल 7 लेयर्स है। ये जो 7 लेयर्स हैं, जिसमें हमारे पास है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये जो टोटल 7 लेयर्स हैं, ये 7 लेयर्स हमारी नेटवर्किंग में हेल्प करती है। कैसे करेगी आइए देखते हैं। ये जो सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर, जिसको हम बॉटम टू अप रीड कर रहे हैं क्योंकि, तो ये जो लेयर है ये क्या काम करती है, ये बिट स्ट्रीमिंग का काम करती है। ये जो हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसकी बिट स्ट्रीमिंग में हमारी हेल्प करती है। डेटा लेयर क्या करेगी, डेटा लेयर जो भी एरर जनरेट हो रही है उन पे काम करेगी। नेटवर्किंग क्या करेगा, ये एड्रेस रिजोल्यूशन करता है, यानी ये फाइंड करेगा जो डेटा है वो कहाँ जा रहा है, जो एड्रेस है, सोर्स आईपी है, डेस्टिनेशन आईपी है, सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, उस पे काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर हमें एक्नॉलेजमेंट देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर हमें बताएगा कि ये जो पैकेट है ये वहाँ ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ, या उसके बदले में जो रिप्लाई है, जो एक्नॉलेजमेंट है, वो हमें बताएगा। सेशन लेयर क्या करेगी, बेसिकली सेशन लेयर जब दो सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में एक सेशन क्रिएट होता है, वो सेशन कनेक्टेड रहे, उसमें सेशन हेल्प करता है। सेशन लेयर क्या करेगी कि वो नेटवर्क अभी भी कनेक्टेड है कि नहीं है, वो सेशन अभी भी एक्टिव है कि नहीं है, और अगर एक्टिव नहीं है तो रिकनेक्ट करेगी। वो जो सेशन कनेक्ट हुआ है वो ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, एक ऑथेंटिकेट पर्सन ही उससे कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, ये डेटा मैनिपुलेशन करता है। लाइक ये डेटा को इनकोड करेगा, इनक्रिप्ट करेगा, जिप फाइल में कन्वर्ट करेगा, यानी कंप्रेस करेगा। सो ये जो भी प्रोसेस होता है ये प्रेजेंटेशन लेयर करती है। एप्लीकेशन लेयर, ये जो हमारी हाई लेवल लेयर होती है, ये एप्लीकेशन लेयर हमें रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करती है। सो अब काम कैसे हो रहा है, मान लीजिए क्लाइंट ने कोई डेटा को ट्रांसफर करा, तो जब उस क्लाइंट ने इस डेटा को यहाँ से ट्रांसफर करा है, तो जैसे ही सर्वर के पास जाएगा तो वो डेटा डाउन टू अप रीड होगा। यानी सबसे पहले फिजिकल लेयर अपनी बिट स्ट्रीमिंग का काम करेगी, डेटा लेयर अपना काम करेगी, नेटवर्क लेयर काम करेगी, फिर ट्रांसपोर्ट, देन सेशन, देन प्रेजेंटेशन, देन एप्लीकेशन। ये पूरा प्रोसेस जो है ये डेटा की शेयरिंग को लेके और डेटा को जो एक्सेप्ट कर रहा है उन दोनों के बीच में OSI लेयर फॉलो करी जाती है, ताकि जो डेटा आ रहा है या जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से काम करे। ये जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है ये प्रॉपरली ट्रांसफर हो, पूरा ट्रांसफर हो, सिक्योरली ट्रांसफर हो। सो ये सारे काम OSI मॉडल देखती है। OSI मॉडल की वजह से हमारा जो नेटवर्क में कम्युनिकेशन हो रहा है वो ईजी गोइंग हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कि व्हाट इज TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल क्या है, TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP/IP मॉडल हमारे लिए क्या हेल्प कर रहा है, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, बाद में उसको समझेंगे। OSI मॉडल का एक वर्जन है ये, ओके, 4 to 5 लेयर्स में बटा हुआ है, एंड ये प्रैक्टिकल मॉडल है जो कि वैन में काम करता है। तो इसको देखते हैं हो क्या रहा है। बेसिकली TCP/IP मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो OSI का प्रैक्टिकल वर्जन है। वो एज सेम एज OSI काम कर रहा है, बस उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया है वाइड एरिया नेटवर्क में।
जिसमें या तो 4 लेयर्स हैं या 5 लेयर्स है, यानी TCP/IP मॉडल जो है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक 4 लेयर मॉडल है, एक 5 लेयर मॉडल है। दोनों सेम काम कर रहे हैं। जो 4 लेयर मॉडल है वो बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क में फॉलो करा जाता है, जिसमें हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हम वैसे मॉडल में करते थे, बट यहाँ पे बस 4-5 लेयर्स है और ये प्रैक्टिकली यूज हो रहा है ओवर वैन में। नेक्स्ट जो है ये TCP मॉडल है 4 लेयर एंड ये 5 लेयर मॉडल है। तो इन दोनों में देख लेते हैं क्या डिफरेंस है, 4 लेयर्स में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं और 5 लेयर्स में क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो हमारा 4 लेयर मॉडल है, यहाँ पे सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर जो कि वहाँ OSI मॉडल में जो थी उसी की तरह काम कर रही है, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, देन इंटरनेट, देन नेटवर्क एक्सेस लेयर। एंड यहाँ पे जो 5 लेयर मॉडल है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो ये जो 2 लेयर्स है लास्ट की, डेटा लिंक एंड फिजिकल, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन कर दी गई है नेटवर्क एक्सेस लेयर में। 4 लेयर मॉडल जो है वो बेसिकली ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, वो ग्लोबली यूज करा जा रहा है। OSI वर्सेस TCP/IP मॉडल, तो यहाँ पे हम देखेंगे TCP/IP मॉडल OSI में डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो हमने देखा OSI में 7 लेयर्स डिफाइन हो रखी है, यहाँ पे OSI में जो 7 लेयर्स डिफाइन हुई है और TCP में 4 लेयर मॉडल जो है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जो लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को इस 4 लेयर मॉडल में कंबाइन करा गया है। तो स्टार्टिंग के जो 3 लेयर्स हैं हमारी, ये एप्लीकेशन लेयर में कंबाइन हो रखी है, देन ट्रांसपोर्ट इसके अंदर, नेटवर्क है इंटरनेट लेयर के अंदर, एंड डेटा लिंक प्लस फिजिकल लेयर जो है वो हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर में कंबाइन कर रखा है। तो ये जो सारी लेयर्स हैं, इन्हीं लेयर्स को कंबाइन करके TCP/IP मॉडल बनाया गया है, जो कि प्रैक्टिकली यूज आ रहा है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क में। सो TCP/IP मॉडल हमारा प्रैक्टिकल यूज आ रहा है, बस इतना ही डिफरेंस है। OSI मॉडल की सारी फंक्शनिंग TCP/IP मॉडल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा TCP वर्सेस OSI मॉडल का डिफरेंस। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग, जो कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो आज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं, यहाँ हम टोटल 5 पॉइंट सीखने वाले हैं। व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, हाउ TCP वर्क्स, TCP 3-वे हैंडशेक एंड TCP वर्सेस UDP। तो ये 5 चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो आइए अपना पहले टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। पॉइंट्स जो हमने यहाँ लिखे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स है। सेट ऑफ रूल्स, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, डिवाइस कम्युनिकेशन। तो क्या है नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स क्या काम आते हैं। जब 2 डिवाइस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो उन दोनों डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए कोई सोर्स चाहिए, तो उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल क्या काम करते हैं, ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि डेटा ट्रांसमिट कैसे करा जाएगा, हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड। ये सेट ऑफ रूल्स हमें बताएंगे कि डेटा कैसे ट्रांसमिट करना है, उसकी क्या इंक्रिप्शन फॉर्मेट रहेगा, उसको जो भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस है वो ये फॉलो करवाएंगे हमसे, और ये बेसिकली हमारी मदद करेंगे डिवाइस कम्युनिकेशन में। सो 2 डिवाइस जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, तो प्रोटोकॉल्स ही यूज होते हैं। प्रोटोकॉल्स ही वो सोर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ले जाएगा, वही बताएगा कि किस पोर्ट पे डेटा आना है या जाना है। सारे रूल्स प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो TCP/IP मॉडल था 4 लेयर, उसके बिहाफ पे हमने प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर, जिसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो है टेलनेट, SMTP, POP3, FTP, NTP, STTP, SNMP, DNS एंड SSH। तो ये जो स्टार्टिंग के जो प्रोटोकॉल्स हम देख रहे हैं, ये सारे एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर आते हैं, यानी ये जो प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे हैं ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर वर्क करते हैं। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं, UDP एंड TCP। बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, TCP एंड UDP के ही जरिए जो ट्रांसपोर्ट है वो सक्सेसफुल होगा। जो प्रोटोकॉल है, शेयरिंग प्रोटोकॉल है, TCP UDP ही होगा। इंटरनेट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो है हमारे IP, ICMP, ARP, DHCP। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे आते हैं इंटरनेट लेयर के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास जो फाइनल लेयर है वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर, जिसके अंदर हमारे पास आएंगे इथरनेट, TPP एंड ADSL। सो ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये हमारे TCP/IP मॉडल के हिसाब से अरेंज करे हुए हैं। तो आइए देखते हैं हम TCP क्या है और TCP काम कैसे करता है। TCP के पास टोटल 6 फ्लैग्स होते हैं। TCP के पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं। ये वो 6 फ्लैग्स है और कौन सा फ्लैग क्या यूज आता है, किसके जरिए। TCP बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है। तो ये प्रोटोकॉल्स के अंदर कुछ फ्लैग्स हैं, ये कैसे काम कर रहे हैं आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अर्जेंट फ्लैग। ये क्या काम करता है, डेटा कंटेंट इन द पैकेट शुड बी प्रोसेस इमीडिएटली। ये फ्लैग बोलता है कि इस पैकेट के अंदर जो डेटा आ रहा है, अगर उस पैकेट में अर्जेंट फ्लैग है तो इस पैकेट पे अर्जेंटली काम होना चाहिए, इसकी जो प्रायोरिटी है ये हाई है।
फिनिश ये क्या करता है, ये बोलता है कि देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसमिशन, यानी ये बता रहा है कि अभी जो हमने कम्युनिकेशन सेटअप किया था किसी फाइल को शेयर करने के लिए, वो फाइल शेयर हो चुकी है, तो इस कनेक्शन को क्लोज कर दिया जाए, फिनिश, हमारा काम खत्म हो गया है। नेक्स्ट है RST रीसेट, ये क्या बोलता है, रीसेट अ कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इसको रीसेट करा जाए। उसके बाद हमारे पास पुश फ्लैग आता है PSH, जो कि हमें बताता है सेंड्स और बफर डेटा इमीडिएटली, यानी जो भी बफर डेटा बचा है उसे जल्दी से सेंड कर दो ताकि हम कनेक्शन क्लोज कर सके। ACK एक्नॉलेजमेंट, ये क्या करता है, जो हमारे पैकेज हम शेयर कर रहे हैं या जो भी हम रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं वो पैकेज वहाँ पहुँच रहे हैं कि नहीं पहुँच रहे, उसका एक्नॉलेजमेंट हमें प्रोवाइड करता है, एक्नॉलेजमेंट द रिसिप्ट ऑफ द पैकेज। SYN सिंक्रोनाइजेशन, SYN क्या करता है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, SYN पैकेट के जरिए ही एक कनेक्शन इस्टेब्लिश की रिक्वेस्ट शेयर करी जाती है। तो ये हमारे टोटल 6 फ्लैग्स है TCP के। आइए हम देखते हैं TCP काम कैसे करता है। TCP जो है बेसिकली वो 3-वे हैंडशेक फॉलो करता है। 3-वे हैंडशेक यानी 3 बार हाथ मिलाया जा रहा है। इसको अगर अपन नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो ये काम कैसे कर रहा है, आइए समझते हैं इसे। यहाँ हमारे पास बिल है और शीला है, इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है। बिल को शीला से बात करनी है तो बिल TCP हैंडशेक फॉलो करेगा। कोई भी डेटा जब ट्रांसफर होता है तो उससे पहले हैंडशेक होना ज़रूरी है। जब एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा उसके बाद डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे बिल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी है शीला की तरफ। बिल ने शीला को एक पैकेट भेजा है जिसके अंदर उसने SYN फ्लैग भेजा। यहाँ पे बिल ने एक SYN फ्लैग भेजा, शीला से बोला कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू शीला ऑन पोर्ट 21, आर यू ऑनलाइन, क्या आप हो यहाँ पे, आर यू ओपन। सो बिल ने शीला को पोर्ट नंबर 21 पे पूछा है, यानी अलग अलग रास्ते थे, जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियोस में समझा कि पोर्ट क्या होता है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए बीच में एक रास्ता होता है। तो वैसे ही फिलहाल बिल शीला से पूछ रहा है कि क्या पोर्ट नंबर 21 यानी गली नंबर 21 पे आप ओपन हो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। SYN पैकेट के जरिए इसने कनेक्शन स्टैब्लिश करने की रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे शीला के पास। जैसे ही शीला को रिक्वेस्ट मिली तो शीला कह रही है कि ओके लेट्स टॉक बिल, आई एम ओपन इन पोर्ट 21। तो शीला ने बिल को बोला कि मैं पोर्ट 21 पे ओपन हूँ, हम बात कर सकते हैं। और ये किस जरिए से बोला, SYN प्लस एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के, यानी कि आपका जो SYN यानी रिक्वेस्ट थी वो मेरे पास आ गई है और मैं इसका एक्नॉलेजमेंट आपको भेज रही हूँ कि मैं पोर्ट 21 पे ओपन हूँ, हम बात कर सकते हैं। देन बिल रिप्लाइड, बिल उसके बाद इस कनेक्शन को प्रॉपरली स्टैब्लिश करने के लिए ये जो शीला का रिक्वेस्ट आया है ये जो शीला का रिस्पॉन्स आया है उसका रिप्लाई करेगा एक्नॉलेजमेंट पैकेट के साथ, जिसमें वो बोल रहा है ओके थैंक्स शीला। सो यहाँ पे जैसे ही इसने लास्ट में 2 एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स भेजे हैं एक पैकेट के अंदर, उसी वक्त ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। और इस कनेक्शन के इस्टेब्लिश होने के बाद एक सेशन क्रिएट हुआ है जिसके अंदर जो भी डेटा है वो ट्रांसफर होता रहेगा। कब तक, जब तक TCP जो हैंडशेक इस्टेब्लिश हुआ है इसको तोड़ा ना जाए। अब वो कैसे कर सकते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो आइए हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो TCP सेशन है इसे टर्मिनेट कैसे करा जाए, ये जो सेशन इस्टेब्लिश हुआ था अब इसे क्लोज कैसे करा जाए। तो इसका प्रोसेस भी बड़ा ईजी सा है कि हमारे बिल ने जो शीला के साथ कनेक्शन बनाया था, जो इस्टेब्लिश हुआ था कनेक्शन, उसको अब तोड़ना है। कैसे, तो बिल बोलेगा आई एम डन विद डेटा ट्रांसफर, मैंने जो ट्रांसफर करना था डेटा वो ट्रांसफर हो गया है, तो आई एम डन नाउ। कैसे बोलेगा, FIN फ्लैग भेज के। सो बिल ने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जिसके अंदर FIN फ्लैग भेजा, जिसका मतलब है फिनिश, आई एम डन नाउ। देन शीला उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगी कि ओके मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, ओके आई रिसीव योर टर्मिनेशन रिक्वेस्ट, मेरे को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। कैसे करेगी, 2 एक्नॉलेजमेंट फ्लैग का पैकेज जनरेट करके। देन शीला एक और रिप्लाई देगी कि आई हैव रिसीव्ड ऑल दी डेटा, यानी शीला ने चेक किया कि आप जो डेटा मेरे साथ शेयर कर रहे थे मैं सारा रिसीव करा है कि नहीं करा है। तो जैसे ही इसने सारा डेटा रिसीव कर लिया है, इसने बोला ओके आई रिसीव्ड ऑल दी डेटा, एंड इसने भी यहाँ से FIN फ्लैग का पैकेट शेयर कर दिया है कि ओके मेरी तरफ से भी ये कनेक्शन फिनिश हो गया है। अब लास्ट सेक्शन बचता है केवल बिल का, जिसमें बिल उसको एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज के बोलेगा ओके देन दिस कनेक्शन इज कम्प्लीटली क्लोज नाउ। सो बिल इस कनेक्शन को कंप्लीट क्लोज कर देगा। इसके बाद कोई भी सेशन क्रिएटेड नहीं रहेगा, यानी जो भी डेटा ट्रांसफर होना था वो ट्रांसफर नहीं होगा। तो ऐसे फ्रेंड्स हमारा TCP जो है वो काम करता है। नाउ अब हमें ये देखना है TCP वर्सेस UDP, यानी TCP और UDP में क्या डिफरेंस है। TCP 3-वे हैंडशेक फॉलो करता है, UDP 1-वे हैंडशेक फॉलो करता है। TCP में जैसा अपन यहाँ देख पा रहे हैं कि सबसे पहले एक SYN पैकेज जाता है, देन उस SYN का एक्नॉलेजमेंट आता है, देन एक्नॉलेजमेंट पैकेज जाता है, तब एक कनेक्शन स्टैब्लिश होता है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट पैकेट आता है एंड देन रिस्पॉन्स जाता है बस।
सो यहाँ पे 1 वे हैंडशेक है, यहाँ पे 3 वे हैंडशेक फॉलो नहीं करा जाता और ये वायर्ड नेटवर्क में होता है या वायरलेस नेटवर्क्स में होता है। वायर्ड नेटवर्क में टीसीपी जो कम्युनिकेशन है वो यूज में आता है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज में आता है। यहाँ पे यूडीपी में एक ही रिक्वेस्ट जनरेट होती है और उसके बाद जो डेटा ट्रांसफर है वो होता रहता है, ये वायर्ड नेटवर्क में होता है। डोमेन नेम एंड डीएनएस जो कि नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का एक बहुत जरूरी पार्ट है। सो इसके बारे में आज हम क्या क्या देखने वाले हैं वो समझ लेते हैं एक बार। आज हम टोटल 4 चीजें सीखने वाले। व्हाट इज डोमेन नेम, व्हाट इज डीएनएस, रिकॉर्ड्स इन डीएनएस एंड देयर यूज, एंड व्हाट इज जोन फाइल। सो हम ये चारों टॉपिक्स आज समझने वाले हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है, तो आइए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से समझेंगे कि डोमेन नेम क्या होता है। नेम ऑफ आईपी, इजी टू रिमेंबर, एंड आगे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए तो इसको समझते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अपन वेबसाइट चलाते हैं, अपन इंटरनेट पर जाते हैं, अपन किसी भी डोमेन का नाम लिखते हैं, लाइक अपन लिखते हैं google.com, facebook.com, wscubetech.com। तो जब हम ये नाम लिखते हैं तो जैसे ही हम ये नाम लिखते हैं तो वो एक सिस्टम तक जाता है और सिस्टम से जरिए हम उसकी वेबसाइट जो होती है, जो सर्वर होता है, उसके जरिए हम उसकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। तो डोमेन नेम यही नाम होता है जो हम लिखते हैं google.com, facebook.com। अब ये डोमेन नेम जो है ये काम कैसे करता है, ये जो डोमेन था google.com ये काम कैसे कर रहा है। ये बेसिकली हर एक डोमेन एक आईपी से पिंग होता है, एक आईपी से कनेक्टेड रहता है। इसको बनाने का मकसद समझते हैं, डोमेन नेम क्यों बनाया गया। बिकॉज हम इतनी सारी जो डिजिट्स होती है, यानी ये जो 4 पेयर्स ऑफ डिजिट्स होती है एक आईपी, जो कि थी 192.168.42.42। फॉर एग्जाम्पल ये आईपी है तो हम ऐसी सारी आईपीज याद नहीं रख सकते। ये जो 4 पेयर्स की एक वैल्यू है हम इसको प्रॉपर याद नहीं रख सकते। अगर हमें google.com जाना है तो हम ये आईपी लिख के नहीं जाएंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, हम अगर उनकी सबकी आईपी याद नहीं रख सकते तो इसको ईजी रखने के लिए, ईजी टू रिमेंबर बनाने के लिए हमने डोमेन नेम को इंट्रोड्यूस करा, जो कि एक सर्वर की आईपी का नाम होता है। एक सर्वर है, उसकी जो भी आईपी है उसका नाम हो गया। google.com जैसे ही हम लिखते हैं तो हम बेसिकली डीएनएस सर्वर के जरिए गूगल आईपी पे ही जा रहे होते हैं, गूगल सिस्टम पे ही जा रहे हैं। पर डोमेन ने उस काम को आसान कर दिया कि हमें उस आईपी को अब याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें बस उस नाम को याद रखने की जरूरत है जो कि डोमेन नेम है। जैसे हमारे आधार कार्ड में हमें नंबर को हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारा नाम काफ़ी है। हमारे नाम से सारी इन्फॉर्मेशन और सारे काम हो जाते हैं। जैसे ही किसी पोर्टल पे जाते हैं और वहाँ अपना नाम लिखते हैं, अपना मोबाइल नंबर, कुछ और डिटेल्स लिखते हैं तो हमारा आधार नंबर दिखा देता है। ये भी कुछ वैसा ही है। जैसे ही हम एक डोमेन पे रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं तो वो डोमेन ऑटोमेटिकली हमें उस आईपी पे रीडायरेक्ट कर देता है। तो ये तो था फ्रेंड्स डोमेन। नाउ व्हाट इज डीएनएस। एक डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म आपको बता दिया है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। ये ट्रांसलेट करता है डोमेन को आईपी में। अब इसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट क्यों कहा जाता है। अगर हमारे घर में एक फ़ोन बुक है तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, किसी का नाम, उसका मोबाइल नंबर और उसका एड्रेस। ये 3 चीज़ें तो कन्फर्म एक फ़ोन बुक में रखते हैं हम। तो ऐसे ही इसको एड्रेस बुक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक डोमेन और एक आईपी के बीच में जो भी रिलेशंस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपनी एक फाइल में स्टोर करके रखता है जिसको कहते हैं जोन फाइल। और इन सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड्स के फॉर्मेट में सेव रखता है। यानी डोमेन और आईपी के बीच में जो भी रिलेशन है वो सारा डेटा यहाँ स्टोर होगा जोन फाइल के अंदर। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये उसको कलेक्ट करके रखता है, इसलिए उसको एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट कहा जाता है, ताकि कोई भी डोमेन पे हम जाए तो वो हमें उसी आईपी पे पिंग करे। नाउ कैसे रिकॉर्ड्स, डीएनएस में किस तरीके के रिकॉर्ड्स होते हैं और उनका क्या काम होता है, हम ये समझेंगे। तो सबसे पहला रिकॉर्ड हमारे पास है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड में क्या होता है, आइए देखते हैं। आईपी ऑफ डोमेन नेम, ये क्या बोल रहा है, डोमेन नेम की आईपी। एग्जैक्टली ए रिकॉर्ड में एक आईपी आती है, वो आईपी जिसको हमें उस डोमेन से रिलेट कराना था, पिंग कराना था। यानी जैसे ही google.com लिखते हैं तो google.com किस आईपी पे रिडायरेक्ट होगा, वो आईपी बेसिकली ए रिकॉर्ड के अंदर स्टोर रहती है। देन आता है हमारा सी नेम। इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, फॉरवर्ड डोमेन्स एंड सब डोमेन्स टू अनदर डोमेन्स। ये क्या करता है सी नेम, किसी भी डोमेन को या सब डोमेन को किसी दूसरे डोमेन में फॉरवर्ड कर देता है। सो ये बेसिकली हर वक्त यूज नहीं आता है, बट अगर हमें इसका यूज लेना हो तो हमें सी नेम के रिकॉर्ड में वैल्यू फिल करनी होगी। देन एमएक्स, मेल सर्वर, ये क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा मेल को उसके ईमेल सर्वर पे। यानी मैं जो भी मेल करता हूँ, अगर मैं उसी डोमेन से कोई मेल कर रहा हूँ तो ये उसको सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट करता है। टीएक्सटी रिकॉर्ड क्या होता है, एनी टेक्स्ट बाय एडमिन। इसके बारे में और समझते हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड बेसिकली एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, जिसमें जो ओपनली है, यानी एडमिन अपने डोमेन के बारे में इसके अंदर जो भी लिखना चाहे लिख सकता है। एसपीएफ रिकॉर्ड भी इसी के अंदर मेंशन कर देता है वो।
और जो भी अलग इन्फॉर्मेशन वो बताना चाहता है, मेरा डोमेन क्यों बनाया गया, इसका क्या मोटिव है, किसी भी सेंस से, भले डिजिटल मार्केटिंग पर्पज से क्यों ना सही, बट टेक्स्ट रिकॉर्ड में वो कुछ भी लिख सकता है, कोई भी टेक्स्ट लिख सकता है। सो टेक्स्ट रिकॉर्ड एडमिन के द्वारा एडिट करा जाता है और उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। एनएस, नेम सर्वर, नेम सर्वर ऑफ डीएनएस एंट्री, यानी नेम सर्वर्स होते हैं हमारी डीएनएस एंट्रीज के। अगर मेरा डोमेन है wscubetech.com तो उसका नेम सर्वर होगा ns1.wscubetech.com, ns2.wscubetech.com, तो ये नेम सर्वर्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एसओए। एसओए क्या होता है? एडमिन इंफॉर्मेशन अबाउट अ डोमेन। एसओए रिकॉर्ड के अंदर बेसिकली एडमिन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो डोमेन का एडमिन है वो होती है। लाइक जो रिपोर्टिंग अगर किसी को करनी है तो किसको जाएगी, info@admin.com, ये जितने भी डोमेन्स जो भी रिलेट करता है उस डोमेन से, एडमिन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी एसओए में शो होगी। एसआरवी क्या करता है? स्पेसिफिक पोर्ट स्पेसिफिक सर्विस, यानी एसआरवी मेंशन करता है कि किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन करेगी, हर एक को डिफाइन कर देता है कि ये सर्विस इसी पोर्ट पे रन करेगी। एसआरवी ये काम करता है। पीटीआर क्या करेगा? प्रोवाइड्स डोमेन नेम इन रिवर्स लुकअप, यानी जैसे ही हम एक डोमेन का रिवर्स लुकअप करते हैं तो वहाँ पे वो उसी डोमेन का नाम दिखाएगा, जो भी हम डोमेन का नाम इसमें डालेंगे वही डोमेन का नाम दिखाएगा। तो ये कुछ बेसिक्स रिकॉर्ड्स हैं जो कि डीएनएस सेव करता है। कहाँ पे करता है? अपनी जोन फाइल में। ओके, सो अब एक जोन फाइल क्या होती है? व्हाट इज जोन फाइल? जोन फाइल के बारे में कुछ और समझते हैं। अ टेक्स्ट फाइल ऑफ डीएनएस, ये टेक्स्ट फाइल होती है डीएनएस की। रिकॉर्ड्स ऑफ डोमेन इसमें स्टोर होते हैं, आईपी मैपिंग के काम आती है और ये नेम सर्वर से लिंक होती है। इसको और अच्छे से समझेंगे। देखो जोन फाइल क्या होती है बेसिकली। जोन फाइल एक फाइल होती है एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसके अंदर ये ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड और जितने भी बाकी के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं। ये फाइल जो है ये दोनों के बीच का लिंक करने का जरिया है, यानी एक डोमेन और एक आईपी जो है उन दोनों के बीच में लिंक यही करा रही है। यानी डीएनएस मैनेजर में हमने जो भी इन्फॉर्मेशन सेव करी है वो सारी इन्फॉर्मेशन सेव होगी जोन फाइल के अंदर। इसकी कुछ और खास बता दूं कि जो जोन फाइल है ये हर 4 घंटे में अपडेट होती है, जो कि हमें पता पड़ता है इसके टीटीएल से, टाइम टू लिव। ये हम जब स्कैनिंग करेंगे जब इसको अच्छे से समझेंगे, जब हम एक आईपी स्कैन करते हैं, डीएनएस एन्यूमरेशन या डीएनएस स्कैन करते हैं तो वहाँ पे हमें उसका टीटीएल दिखाता है जो कि बाय डिफॉल्ट 4 आवर्स का होता है। तो ये जो 4 आवर्स है इसका मतलब है कि जोन फाइल हर 4 घंटे बाद अपडेट होगी। यानी अगर हमने हमारे डोमेन की कोई आईपी चेंज करी है, उसको ट्रांसफर करा है एक जगह से दूसरी जगह, या कोई भी मेजर चेंज करा है तो वो चेंज 4 घंटे बाद अपडेट होगा। तो ये जोन फाइल हमारी जो थी ये सारी इन्फॉर्मेशन रखती है और जोन फाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक और ख़ास बात कि ये जो लिंक होती है नेम सर्वर से होती है, जैसे ns1.wscubetech.com। सो ये जो है नेम सर्वर, ऐसे ही एक नेम सर्वर से जोन फाइल लिंक रहती है। और जब हम आगे फ्यूचर में जोन ट्रांसफर कैसे होता है या जोन ट्रांसफर काम कैसे करता है वो समझेंगे, तब नेम सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पे। रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पे टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं। वो क्या है? व्हाट इज रिक्वेस्ट, व्हाट इज रिस्पॉन्स, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस, capture a request and response, and understanding a request and response। So basically हम request and response के बारे में आज ये 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है what is request, एक HTML रिक्वेस्ट क्या होती है तो उसके बारे में समझेंगे। पहले इन 2 पॉइंट्स को रीड करेंगे अपन। अ पैकेट आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट, एक ऐसा पैकेट जो वेबसाइट से पूछ रहा है उसको लोड करने के लिए, इंक्लूडिंग गेट, पोस्ट, हेडर्स एंड बॉडी, जिसके अंदर गेट, पोस्ट, हेडर्स एंड बॉडी आएगी। तो ये क्या है इसको समझने के लिए एक बार अपन इस तरफ देखते हैं। ये एक क्लाइंट है, इस क्लाइंट को कोई भी साइट को एक्सेस करना है, इस क्लाइंट को wscubetech की साइट को एक्सेस करना है। तो जैसे ही ये क्लाइंट गूगल बार पे जाके लिखेगा wscubetech.com, जब कंप्लीट डोमेन लिखेगा तो उसी वक्त एक पैकेज जनरेट होगा जिसके अंदर इसकी आईपी, जिसको सोर्स आईपी और कुछ चीजें हैं जो अपन यहाँ देखेंगे। एक ऐसा पैकेज जनरेट होगा यहाँ पे जो कि पूछ रहा होगा wscubetech से कि क्या मैं आपकी साइट को चला सकता हूँ। तो जब ये पैकेट जनरेट होगा जिसमें ये पूछ रहा है इससे कि क्या मैं आपकी साइट को चला सकता हूँ, इस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। एक ऐसा पैकेट जो कि क्लाइंट
सेंड करता है ये पूछने के लिए कि क्या मैं आपकी वेबसाइट चला सकता हूँ, उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। ये पैकेट क्या कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती है और उसको कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये बेसिकली एक कैच करी हुई रिक्वेस्ट है। इस रिक्वेस्ट के अंदर हम देख सकते हैं कुछ चीजें हैं, उनको समझेंगे कि क्या क्या है वो। ओके, सो सबसे पहली चीज यहाँ गेट और उसके आगे यूआरएल है और उसके बाद एचटीटीपी का वर्जन है ये। तो ये जो गेट और यूआरएल एचटीटीपी का वर्जन है, यहाँ पे गेट की जगह क्या क्या आ सकता है और ये गेट क्या कहलाता है। ये बेसिकली मेथड है, एक रिक्वेस्ट को शेयर करने के मेथड्स होते हैं अलग अलग, गेट, पुट, पोस्ट, बॉडी, जो कि अभी हम आगे देखेंगे, बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हमेशा मेथड बताया जाता है। गेट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें जो वैल्यू जा रही है वो यूआरएल में ही चली जाती है, यानी ये जो वैल्यू, जो भी डेटा जा रहा है वो यूआरएल में ही चला जाता है। तो ये /DOS से लेकर test.html तक यूआरएल है। उसके बाद हम HTTP का वर्जन दिख रहा है एंड यहाँ पे ये होस्ट से लेकर ये जो कंटेंट लेंथ 35 लिखा है, ये सारे हेडर्स कहलाते हैं। हेडर्स होते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आ रही है और हर वैल्यू का कोई मतलब है। तो हम समझेंगे कौन कौन से हेडर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका क्या क्या मतलब, उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज आ रही है। सबसे पहला है होस्ट हेडर, HOST होस्ट हेडर, जिसके आगे एक डोमेन लिखा है www.test101.com। तो जब इस क्लाइंट ने WSCubeTech के सर्वर से रिक्वेस्ट करा कि क्या मैं आपकी साइट को एक्सेस कर सकता हूँ, तो यहाँ पे होस्ट कौन था, WSCubeTech.com। जैसे ही इस क्लाइंट ने एक्सेस के करने के लिए परमिशन मांगी और एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो उस रिक्वेस्ट में जो होस्ट नाम का हेडर था उसके अंदर नाम लिखा हुआ आ गया WSCubeTech.com। उसके बाद उस हेडर के नीचे एक और हेडर आया एक्सेप्ट हेडर, जो कि ये बताता है कि ये रिक्वेस्ट जो जारी है, ये रिक्वेस्ट क्या क्या सपोर्ट कर सकती है। ये रिक्वेस्ट एक इमेज सपोर्ट कर सकती है जिसका एक्सटेंशन होगा GIF एंड JPEG। सो ये GIF एंड JPEG बोथ इमेज सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद है एक्सेप्ट लैंग्वेज, जो कि ये बताएगा कि ये कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करती है। उसके बाद है एक्सेप्ट इनकोडिंग, जो बताएगा कि कौन कौन सी इनकोडिंग ये जो रिक्वेस्ट है सपोर्ट कर सकती है, जो कि है यहाँ पे JZip एंड डेफिनेट। उसके बाद आता है यूजर एजेंट। ये जो हेडर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडर है, इसके अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन जाती है। फिलहाल यहाँ पे लिखा है Mozilla/4.0, तो ये है मोजिला का वर्जन। बट एक रियल रिक्वेस्ट में जब यूजर एजेंट हेडर जाता है तो काफी इंफॉर्मेशन लेके जाता है। वो बताएगा आपका ब्राउजर कौन सा है, आपके ब्राउजर का वर्जन कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है, 64 बिट है, 32 बिट है, आप जो सिस्टम चला रहे हैं वो कौन सा है, विंडोज है, एप्पल है, लाइनक्स, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी बताएगा, नंबर ऑफ बिट्स भी बताएगा, ब्राउजर भी बताएगा और साथ ही साथ ब्राउजर का वर्जन भी बताएगा। यूजर एजेंट जो हेडर है, हमारी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके सर्वर तक पहुंचता है, यानी WSCubeTech के सर्वर तक जो रिक्वेस्ट जारी है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उसके बाद एक और हेडर है हमारा कंटेंट लेंथ, जो कि ये बताएगा कि इस जो कंटेंट है, ये जो ऑल ओवर रिक्वेस्ट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 35। एंड यहाँ पे ये जो नीचे आप देख पा रहे हो ये है बॉडी पार्ट। इस बॉडी पार्ट के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। जब एक रिस्पॉन्स आती है तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्रामिंग आती है, जब एक रिक्वेस्ट जाती है तो जितने भी वैल्यूज होती है, पैरामीटर्स होते हैं जो पोस्ट के जरिए ट्रांसफर कर रहे होते हैं, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे आती है। तो ये हमारी एक बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट है जो जनरेट होकर सर्वर तक जाएगी, केवल ये पूछने के क्या मैं आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्स क्या होती है। व्हाट इज HTML रिस्पॉन्स। HTML रिस्पॉन्स को समझने के लिए एक बार हम इस पॉइंट्स को देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। पैकेज प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट। एक ऐसा पैकेट जो परमिशन दे रहा हो या रिप्लाई दिया हो जिसने बेसिकली उस रिक्वेस्ट का, जिसमें वो कंटेंट या वेबसाइट को एक्सेस करने की परमिशन दे रहा है। पैकेट जो कि आपको परमिशन दे रहा है कि आप उसके कंटेंट या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको रिस्पॉन्स कहते हैं। इंक्लूड करता है गेट, पोस्ट, हेडर्स, बॉडी, और बॉडी में जो आता है वो है कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ दैट पेज। यानी हमने जब रिक्वेस्ट करा कि क्या हम WSCubeTech की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, तो एक रिक्वेस्ट पैकेज जनरेट होकर कहाँ गया, सर्वर पे, किसके, WSCubeTech के। देन WSCubeTech कोई रिप्लाई देगा, या तो बोलेगा आप नहीं एक्सेस कर सकते हो तो भी वो रिप्लाई होगा, और या फिर वो बोलेगा कि आप एक्सेस कर सकते हो तो भी वो रिप्लाई होगा। अगर वो बोलता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, तो जो रिप्लाई जनरेट हो रहा है उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, गेट, पोस्ट, बॉडी तो होगा ही होगा, बट बॉडी के अंदर WSCubeTech की जो वेबसाइट का कंप्लीट प्रोग्राम है, उस पेज का जो कंप्लीट प्रोग्राम है, वो कंप्लीट प्रोग्राम उस रिस्पॉन्स के अंदर होगा। और ये जो रिप्लाई भेज रहा है सर्वर, इस रिप्लाई को हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वर ने जो ये भेजी है कि हाँ आप मेरी साइट एक्सेस कर सकते हो, इसको हम कहेंगे रिस्पॉन्स, जो कि जाएगी क्लाइंट के पास। जिस रिस्पॉन्स के अंदर सारी की सारी प्रोग्रामिंग होगी, तो क्लाइंट को
अपने ब्राउजर पे जो WS Cube Tech की पूरी वेबसाइट है वो दिख रही होगी। और अगर वो मना भी करता है कि नहीं आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कोई ना कोई कोड जा रहा होगा कि 400 कोड है या फिर 301 रीडायरेक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ वेबसाइट में प्रोग्राम जा रहा होगा, जो भी जाएगा उस रिस्पॉन्स में वो उसको यहाँ उसके ब्राउजर पे शो होगा। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स थी फ्रेंड्स। अब हमने मेथड्स के बारे में समझा, तो आज आइए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड्स कितने हो सकते हैं। मतलब एक जो मेथड्स है जो मैंने आपको बताया कि रिक्वेस्ट में गेट मेथड, पोस्ट मेथड है, वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं। पहला गेट, इसमें क्या होता है, डेटा ट्रांसफर थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो यूआरएल के जरिए ट्रांसफर होगा। यूआरएल क्या, जो हमारे ब्राउजर में ऊपर टैब होता है जहां पे हम जाके सर्च करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। सो वहां पे जब हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो उसका डोमेन आता है, उसके आगे की डायरेक्टरीज आती है। उसी डायरेक्टरी में अगर कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वहीं दिख रहा है कि एडमिन इक्वल्स टू दिस एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे एक लॉगिन पेज में अपना आईडी डाला, पासवर्ड डाला एंड सबमिट कर दिया, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर आपको ऊपर यूआरएल में ही आपका आईडी पासवर्ड दिख रहा है, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये गेट रिक्वेस्ट है। ये मेथड जो यूज हो रहा है ये गेट मेथड है। तो ये सिक्योर नहीं माना जाता है, बिकॉज जो भी आपका डेटा जा रहा है वो इजीली विजिबल है और वो यूआरएल के थ्रू जा रहा है, वो मैनिपुलेट भी हो सकता है। उसके बाद आता है हेड मेथड। इसमें क्या है, सेम एज गेट बट ट्रांसफर द स्टेटस लाइन एंड हेडर सेशन ओनली। ये बिल्कुल गेट जैसे ही काम करता है, बट ये केवल ट्रांसफर करेगा हेडर सेशन को और उसकी स्टेटस लाइन को। उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन एक हेड मेथड में नहीं जाती है। थर्ड मेथड हमारे पास है पोस्ट। पोस्ट मेथड क्या है देखते हैं। सेंड्स यूजर इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स इन बॉडी टू सर्वर यूजिंग HTML फॉर्म्स। यानी HTML फॉर्म्स या किसी भी जरिए से जो डेटा इनपुट हो रहा है, जो रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, उस रिक्वेस्ट में जो भी डेटा जा रहा है वो बॉडी पार्ट में जाएगा। ये गेट से ज्यादा सिक्योर माना जाता है, क्योंकि गेट में सारा डेटा यूआरएल में जा रहा था, बट यहाँ पे जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो सब पोस्ट बॉडी में हो रहा है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता जब तक वो उस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ना कर रहा हो, पढ़ नहीं रहा हो। और नॉर्मली अगर हम वेबसाइट चलाते हैं तो हम उस रिक्वेस्ट को इजीली इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, हमें किसी टूल का यूज लेना पड़ेगा, हमें या फिर एडवांस कुछ ऑपरेशन फंक्शंस का यूज लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास पुट मेथड। पुट मेथड क्या करता है, रिप्लेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्सेज विद द अपलोडेड कंटेंट। यानी जो भी नया कंटेंट अपलोड हुआ है उस अपलोडेड कंटेंट से पुराने कंटेंट को रिप्लेस कर देता है। ये हमारा पुट मेथड करता है। उसके आगे कुछ और मेथड्स है लाइक डिलीट। डिलीट मेथड क्या करेगा, removes all current representations of the target resources given by a URL। यानी एक URL ने जो भी इसको ऑपरेशंस दिए हैं उसके हिसाब से जो भी कंटेंट या जो भी चीजें होगी ये उसे रिमूव कर देगा। ऑप्शंस मेथड क्या करेगा, डिस्क्राइब्स द कम्युनिकेशंस ऑप्शंस फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। यानी ये ऑप्शंस दिखाएगा, हमें डिस्क्राइब करेगा जो भी ऑप्शंस हमारे पास है कम्युनिकेशन से, एक टारगेट से कम्युनिकेट करने के लिए। ट्रेस मेथड क्या करता है देखते हैं, परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्सेज। बेसिकली जो भी हमारा टारगेट है उसकी जो रिसोर्सेज है उनका पाथ पता करने के लिए ट्रेस मेथड यूज में आता है। ये एग्जैक्ट पाथ बता देता है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है। कनेक्ट मेथड क्या काम करता है, एस्टैब्लिश अ टनल टू द सर्वर आइडेंटिफाइड बाय अ गिवन यूआरएल। यानी जब दो सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, डेटा शेयर कर रहे होते हैं, जब उनकी हैंडशेकिंग हो जाती है तब कनेक्ट ऑप्शन जो है वो यूज आता है, जो कि उन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, एक टनल बनाता है जो कि सर्वर से कनेक्ट हुई भी होती है। ओके, सो क्लाइंट और सर्वर के बीच में टनल बन गई है, तो ये कनेक्ट मेथड कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हम वायरशार्क के जरिए कैसे हमारे नेटवर्क में ट्रांसफर होते हुए डेटा पैकेज को कैप्चर कर सकते हैं, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, पैकेट को हम ढूंढ के कैसे निकाल सकते हैं कि कौन सा पैकेट किस जगह रखा हुआ है। जो भी पैकेट हमारे नेटवर्क में ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो रिक्वेस्ट के जरिए जा रहा हो चाहे वो रिस्पॉन्स के जरिए आ रहा हो, हम उन दोनों पैकेज को कैप्चर करके उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं वायरशार्क पे। बेसिकली वायरशार्क काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिल जाएगा आपको, अगर नहीं मिलता है तो मैं लैब सेटअप पार्ट में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कौन से टूल इंस्टॉल करना है। तो स्टार्ट करने के लिए वायरशार्क दो मेथड्स हैं। पहला हम सर्च बार में लिखे यहाँ पे वायरशार्क और इस पर एंटर प्रेस कर दूंगा तो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेट जो हम मेनली यूज़ लेते हैं वो हमारे टर्मिनल के थ्रू, यहाँ पे रूट परमिशंस दे देता हूँ मैं, एंड यहाँ पे मेरे को बस लिखना है वायरशार्क।
वायरशार्क लिखते ही एंटर करते ही वायरशार्क स्टार्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जितने भी डिवाइसेस के नेम आ रहे हैं, लैन 0, एनी, लूप बैक, इथरनेट 0, ब्लूटूथ, ये डिवाइसेस के अंदर आपको आगे चार्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो मूविंग चार्ट है ये बता रहा है कि कहाँ पे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पे डेटा का फ्लक्चुएशन हो रहा है, कहाँ पे डेटा मूव हो रहा है। ये लैन 0 हमारे वाईफाई स्टिक का नाम है और जो भी कम्युनिकेशन हमारी इस वाईफाई स्टिक के ज़रिए हो रहा है, कोई डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है, जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो हम इसके अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है। जो भी डेटा आ रहा है, ARP रिक्वेस्ट आ रही है, या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रॉडबैंड जो ARP रिक्वेस्ट भेज रहा है हु इज़ करके। एंड यहाँ पे सारे पैकेट्स जो भी रिक्वेस्ट हो, जो भी रिस्पॉन्स हो, वो सब यहाँ कैप्चर हो रहे हैं। तो अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर एक साइट विजिट करते हैं। ओके, सो इस साइट पे मैं अपना एडमिन यूज़र नेम बेसिकली एंड पासवर्ड admin@123 सबमिट करता हूँ। सेव नहीं करूँगा मैं, बट मेरे को पता है कि ये जो पैकेट है ये वायरशार्क के ज़रिए कैप्चर कर लिया गया है। अब मेरा काम है इस पैकेट को ढूंढना और उसमें क्या क्या कैप्चर हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन मैं कैप्चर कर पाई हूँ वो देखना। तो अब मैं इसको यहाँ स्टॉप कर लेता हूँ क्योंकि बेसिकली वो पैकेट इसने कैप्चर कर ही लिया होगा। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पैकेज दिख रहे हैं, TCP के, ARP रिक्वेस्ट के, एंड जो भी मैं किसी भी सर्वर से रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट ले रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। तो सर्च करने के लिए हम बेसिकली दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम फिल्टर यूज़ करें ताकि जो भी पैकेज से वो फिल्टर होकर हमें दिखे, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फिल्टर में, इसमें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे स्ट्रिंग सर्च करेंगे और वहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रिंग लिखेंगे जो कि उस पैकेट में कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी, चांसेस होंगे कि वो वहाँ यूज़ हो रही है। तो हम लिख देते हैं PASS, पासवर्ड का शॉर्ट फॉर्म, एंड ओके ग्रेट। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पैकेट था, जो हमने ID पासवर्ड डाला था एडमिन एंड admin@123, वो दोनों हमें यहाँ पे विजिबल है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि वायरशार्क बेसिकली पैकेट रीड कर रहा है और पैकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस IP से इस IP पे गया था। सोर्स IP थी हमारी, डेस्टिनेशन IP थी उस सर्वर की, कंटेंट की टोटल लेंथ थी 589 एंड HTTP प्रोटोकॉल के ज़रिए बेसिकली ये गया है, जहाँ पे हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि पोस्ट मेथड में गया है, और पोस्ट मेथड में जो ID पासवर्ड गया है वो हम विजिट करके देख पा रहे हैं कि वो ID पासवर्ड क्या था। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। हमने वायरशार्क के ज़रिए देखा है कि हम कैसे एक पैकेट को कैप्चर करके उसको पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेल्स देख सकते हैं, ऑल अबाउट लिनक्स। तो यहाँ पे हम आज क्या सीखने वाले हैं, यहाँ आज हम टोटल 4 चीज़ें सीखने वाले हैं। What is Linux operating system? Cool features of Linux, basics Linux file system and basics Linux commands। तो आज हम ये चारों चीजें सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर। What is Linux? Linux क्या है? Linux एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज है वैसे ही Linux है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके जरिए हम Linux को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी Linux जो है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका फायदा है कि ये फ्री टू यूज है, ये पेड नहीं है। हम विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो हमें उसको परचेस करना पड़ता है, ओरिजिनल विंडोज परचेस करना पड़ता है, बट ओरिजिनल Linux फ्री टू यूज है। इसके जो सोर्स कोड है वो ओपन टू मॉडिफाई, इजीली अवेलेबल है, यानी हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके सोर्स कोड में चेंजेस कर सकते हैं। इसके जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन Linux कर्नल। जो Linux की स्टार्टिंग हुई थी, Linux जो बेस्ड है वो प्रॉपरली एक Linux कर्नल पे बेस्ड है। एंड जो Linux स्टार्ट हुआ था वो होता सितंबर 17, 1991 में। किसके द्वारा बनाया गया था? लाइनस टोरवल्स के जरिए। सो लाइनस टोरवल्स के जरिए Linux को इंट्रोड्यूस करा गया एंड नाउ वो कंप्लीटली बनाया जा रहा है कम्युनिटी के जरिए। और इसके एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि इसको एक बड़ी कम्युनिटी बना रही है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत ज्यादा ग्रुप, यानी एक कंपनी के एम्प्लॉय से ज्यादा लोग अगर मिलकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहे हैं तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। तो आइए हम इसके कुछ कूल फीचर्स ऑफ Linux देखेंगे आज हम। क्या क्या है? मल्टी यूजर कैपेबिलिटी, यानी Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक से ज्यादा यूजर्स ऐड हो सकते हैं। मल्टीटास्किंग, ये एक टाइम पे कई सारे टास्क एक साथ कर सकता है। ग्रेट। पोर्टेबिलिटी, यानी Linux हर डिवाइस के साथ सपोर्टेबल है। हम एक पेन ड्राइव में, हम किसी भी IoT डिवाइस में, ATM मशीन में, बायोमेट्रिक में, सब जगह Linux को ही यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत पोर्टेबल है इन सबके साथ, ये इन सबके साथ एफिशिएंटली काम कर पाता है। सिक्योरिटी, बिकॉज Linux को बनाने का स्ट्रक्चर ही इतना अच्छा है और उसको कम्युनिटी बना रही है, ये प्रॉपर फाइल सिस्टम पे डिपेंडेंट है, इस वजह से ये काफी सिक्योर है। Linux में हर चीज एक फाइल की तरह ट्रीट करी जाती है और ऐसे ही हर कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ऐसे ही काफी सारे पॉइंट्स हैं जिस वजह से Linux बहुत सिक्योर है। नेक्स्ट है लाइव CD एंड USB। ये एक ऐसा फ्यूचर है Linux का जो मुझे बहुत पसंद है।
इसमें बेसिकली क्या है, लाइनेक्स किसी भी CD या पेन ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा एंड वो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह चलेगा। यानी मेरे को किसी भी कंप्यूटर में लाइनेक्स को चलाने के लिए उस कंप्यूटर में इस सॉफ्टवेयर को, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मेरे को बस अपनी पेन ड्राइव प्लग इन करनी है, बूट मेन्यू से उसे ऑन करना है एंड देन मैं बिना उस सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को चला सकता हूँ। यानी उस कंप्यूटर में मैं सारे काम कर सकता हूँ लाइनेक्स के जरिए बिना लाइनेक्स को उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करे। तो ऐसे ही कुछ बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है जो हम आगे प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ये मेरा फेवरेट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हाँ लाइनेक्स जब स्टार्टिंग में आया था तो ज्यादातर टर्मिनल बेस्ड था, बट उबंटू और इसके काफी सारे वर्जन आने की वजह से लाइनेक्स जो है, लाइनेक्स के जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस आए हैं उनकी वजह से लाइनेक्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर देता है। एप्लीकेशन सपोर्ट, लाइनेक्स का एप्लीकेशन सपोर्ट बहुत अच्छा है। फाइल सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया लाइनेक्स में हर चीज एज अ फाइल ही ट्रीट होती है, तो इसका फाइल सिस्टम भी काफी सही है। और ओपन सोर्स जो कि मैंने बताया कि ये है, ये ओपन सोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बेसिक फाइल सिस्टम ऑफ लाइनेक्स। लाइनेक्स की जो फाइल सिस्टम है यानी लाइनेक्स की जो डायरेक्टरीज है उसमें कुछ बेसिक डायरेक्टरीज देखेंगे और उनमें क्या काम होता है, उनमें कौन सी फाइल स्टोर होती है, हम ये समझेंगे और वो हमारे लिए यूजफुल कैसे है। फर्स्ट है बिन डायरेक्टरी। तो जो /bin, ये जो बिन डायरेक्टरी है इसमें क्या स्टोर होता है, बेसिक प्रोग्राम्स। जैसे लाइनेक्स में हम सब कुछ टर्मिनल से चलाते हैं ज्यादातर चीजें, और हम आगे अपने एथिकल हैकिंग सेशंस में भी टर्मिनल को ज्यादा यूज लेने वाले हैं, तो हम अलग अलग कमांड्स रन करते हैं। LS, CD, DIR, PWD, ये जितने भी हम कमांड्स यूज करते हैं, इन कमांड्स की प्रोग्रामिंग, इन कमांड्स का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली यहाँ पे बिन फोल्डर में, बिन डायरेक्टरी में पड़ा होता है। नेक्स्ट है SBin। SBin में क्या पड़ा होता है, सिस्टम प्रोग्राम्स, यानी वो प्रोग्राम जो सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, यानी ड्राइव मैनेजर, डिस्क मैनेजर, एफ डिस्क, सिस्टम CTL, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के लिए हेल्पफुल है वो सारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं SBin डायरेक्टरी के अंदर। /etc डायरेक्टरी, ETC डायरेक्टरी में क्या स्टोर रहता है, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल। जैसा कि हमने देखा हर सॉफ्टवेयर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन, हर सिस्टम की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है, तो जब अपन कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उनकी सेटिंग्स, उनकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होती है वो ETC डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। नेक्स्ट है टेम्प। टेम्प डायरेक्टरी में क्या स्टोर होता है, टेम्परेरी फाइल्स, वो फाइल्स जो हम कॉपी करते हैं, वो जितनी भी टेम्परेरी फाइल्स होती है जो थोड़े टाइम के लिए स्टोर होती है, वो सारी फाइल्स होती है टेम्प डायरेक्टरी के अंदर स्टोर। यूजर बिन डायरेक्टरी में क्या स्टोर होता है, एप्लीकेशंस, कैसी एप्लीकेशन जो हम इंस्टॉल करते हैं बाहर से, लाइक भले ही हमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिले बट वो सारी एप्लीकेशंस ही है, लाइक Nmap है, Gedit है, नैनो है, जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारी यूजर बिन डायरेक्टरी में स्टोर होती है। यूजर शेयर में क्या स्टोर होता है, एप्लीकेशन सपोर्टेड एंड डेटा फाइल्स, यानी एप्लीकेशन की सपोर्ट के लिए और कुछ डेटा फाइल्स, सारी जो भी फाइल्स होती है ये स्टोर होती है यूजर शेयर में। कैसी फाइल्स, मान लीजिए हम लाइनेक्स में डब यूज करेंगे, सो डब या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसको किसी फाइल की रिक्वायरमेंट है, डब को एक वर्ड लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे ही हमारे पास काफी सारे टूल्स होंगे जिनको कोई ना कोई फाइल चाहिए, तो उनकी वो डेटा फाइल्स यहाँ पे यूजर शेयर में स्टोर होती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है हमारी होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में क्या स्टोर होता है, पर्सनल डायरेक्टरीज ऑफ यूजर्स, यानी जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए हैं, जितने भी गेस्ट यूजर्स हैं, उन सबकी जो पर्सनल डायरेक्टरीज होती है, डेस्कटॉप, होम, डाउनलोड्स, ये सारी की सारी हमारे पास होम डायरेक्टरी में स्टोर रहती है। नेक्स्ट डायरेक्टरी है हमारे पास रूट डायरेक्टरी, क्योंकि होम के अंदर सारे के सारे जो गेस्ट यूजर्स थे उनकी डायरेक्टरीज, उनकी पर्सनल डायरेक्टरी स्टोर हो रही थी। सो रूट के अंदर जो हमारा एडमिन होता है, होम डायरेक्टरी ऑफ सुपर यूजर, यानी जो हमारा एडमिन की होम डायरेक्टरी होती है वो होती है रूट। बेसिकली वो सारा डेटा जो हमारे एडमिन यूजर का होता है वो स्टोर होता है रूट फोल्डर में। तो ये था हमारा फाइल सिस्टम, बेसिक्स लाइनेक्स फाइल सिस्टम जो हमने समझा। नेक्स्ट हम समझेंगे बेसिक्स लाइनेक्स कमांड्स। इनको हम यहाँ एक बार समझ लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली भी इसको करेंगे। तो देखते हैं कुछ बेसिक्स लाइनेक्स कमांड। सबसे पहले हेल्प क्या करता है, जैसे ही हम टर्मिनल में हेल्प लिखेंगे ये हमें बेसिक कमांड्स बता देगा जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, उनके आगे ये भी बता देगा कि वो क्या काम के हैं। नेक्स्ट कमांड है मैन क्या होता है, बेसिकली हमें मैनुअल शो करता है। इसके आगे हम जिस भी कमांड को, जिस भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखते हैं, ये हमें उसकी मैनुअल बता देता है कि इसको यूज कैसे करना है, इसके साथ क्या क्या फंक्शन यूज हो सकते हैं और ये कैसा आउटपुट जनरेट करेगा। तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो एक बेसिकली मैनुअल क्या होता है हमें बताता है कि हम क्या काम कर सकते हैं इसमें, कैसे कैसे इसको यूज में लेना है। सो मैन कमांड जो है उसके आगे अगर मैं किसी भी कमांड का नाम, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी फंक्शन का नाम लिखूंगा तो ये उससे रिलेटेड इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी उसकी मैनुअल होगी वो मेरे को शो कर देगा। एलएस का मतलब होता है लिस्ट डायरेक्टरी, यानी जो भी फाइल्स हैं उनको लिस्ट करना।
अगर मैं किसी फोल्डर में हूँ, फॉर एग्जांपल एक बार ग्राफिकली ले लेते हैं, विंडोज में हम जाते हैं, अगर आप अपने डाउनलोड्स के फोल्डर में जाएंगे तो वहाँ आपको सारी फाइल्स और फोल्डर्स दिख जाएंगे जो आपने कभी ना कभी डाउनलोड करा होगा। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो आपको आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे और कुछ फोल्डर्स दिख जाएंगे जो डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपने बना रखे होंगे। सो ये जितने भी फाइल्स और फोल्डर्स हम टर्मिनल में अगर हमें देखने होते हैं तो हम ls कमांड का यूज करते हैं, जो कि हमें जिस डायरेक्टरी में हम है उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स है दिखा देता है। cd चेंज डायरेक्टरी, यानी एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव करना, यानी डाउनलोड्स के फोल्डर से डेस्कटॉप के फोल्डर पे जाना या डेस्कटॉप के फोल्डर से डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में जाना। जब हम एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करते हैं तो हम cd की हेल्प से मूव करते हैं। टर्मिनल में हमें बस cd के आगे वो लोकेशन लिखनी होती है जहां हमें जाना है, तो हम हमारी करंट लोकेशन से डायरेक्ट उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो हम cd के आगे मेंशन करते हैं। pwd, नाउ हमने लोकेशन की बात करी, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में हम जा रहे हैं, तो pwd हमारी हेल्प करता है ये देखने के लिए हम अभी करंटली जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। लाइक अगर मैं डाउनलोड्स फोल्डर में हूं, अगर आप विंडोज चला रहे हैं तो विंडोज में अगर आप डाउनलोड्स फोल्डर में तो आपको ऊपर दिख जाता है कि डाउनलोड की लोकेशन क्या है, यानी ये सी ड्राइव के अंदर किसी फोल्डर के अंदर, देन किसी फोल्डर के अंदर डाउनलोड्स नाम का फोल्डर पड़ा है तो वहां आपको दिख जाता है। बट जब हम टर्मिनल यूज करते हैं तब हम pwd लिख के देख सकते हैं कि हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है, यानी हम जिस डायरेक्टरी पे है उसकी लोकेशन क्या है, वो होम, रूट और उसके अंदर किस लोकेशन पे पड़ा है। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं dir डायरेक्टरी। ये बिल्कुल ls की तरह सेम काम करता है, जैसे ls हमें सारी फाइल्स फोल्डर्स दिखा देता था एक डायरेक्टरी के अंदर, वैसे ही dir काम करता है। dir cmd में रन हो जाता है, cmd में ls कमांड रन नहीं होगा, जो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके अंदर dir भी काम करता है। mkdir मेक डायरेक्टरी, यानी जो एक फोल्डर जब हमें क्रिएट करना होता है तब हम mkdir को यूज में लेते हैं। हम mkdir के आगे अगर कोई भी नाम लिखेंगे तो उस नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा उसी जगह पे। cp कॉपी, कॉपी का मतलब हमें पता ही है किसी भी एक फाइल या फोल्डर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इस जगह तो ये पड़ी रहेगी, दूसरी जगह भी ऐसी की ऐसी एक सेम फाइल क्रिएट करने को हम कॉपी कहते हैं, जो कि यहाँ पे लाइनक्स में हम टर्मिनल में cp लिख के यूज में लेते हैं। मूव mv, यानी किसी भी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना, यहाँ से हटा के दूसरी जगह रखना। जब हमें टर्मिनल से किसी एक फाइल को उठा के किसी दूसरी जगह पे रखना होता है तब हम मूव कमांड यूज में लेते हैं, जहाँ पे हमें कमांड उसके आगे जो फाइल को मूव करना है वो और उसके आगे जिस जगह पे मूव करना है, ये दोनों कमांड देने पड़ते हैं, जो कि हम प्रैक्टिकली देखेंगे। rm रिमूव, किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए हम rm कमांड यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास sudo su, यानी sudo सुपर यूजर। ये क्या करता है, ये हमें रूट प्रिविलेजेस देता है। जैसे कि अगर हम विंडोज में देखें और विंडोज में हम किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो हमसे येस या नो एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांगता है। एग्जैक्टली सेम हम टर्मिनल में करते हैं, जैसे ही हम sudo su देते हैं तो वो हमसे रूट प्रिविलेजेस के लिए हमसे पासवर्ड मांगता है। जैसे हम पासवर्ड देते हैं तो हमें रूट प्रिविलेजेस दे देता है, यानी अब हम भी कोई फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कुछ ऐसे कमांड्स है जो एक नॉर्मल यूजर रन नहीं कर सकता था, अब वो कमांड्स हम रन कर सकते हैं। तो sudo su हमें रूट प्रिविलेजेस देगा। कैट क्या करेगा, कैट बेसिकली जो फाइल के अंदर का कंटेंट होता है उसको प्रिंट कर देगा। यानी मेरे पास अगर कोई फाइल पड़ी है, मैंने आशीष नाम से एक फाइल बनाई, मैं wscubetech नाम से एक फाइल बनाई, उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल हो चाहे कोई भी फॉर्मेट की फाइल, उसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा है, जैसे ही मैं कैट के आगे उस फाइल का नाम लिखूंगा तो कैट टर्मिनल पे ही मेरे को उस फाइल के अंदर का सारा कंटेंट शो कर देगा। नैनो बेसिकली एक फाइल एडिटर टूल है जो कि लाइनक्स का है, जिसके अंदर हम फाइल्स को एडिट कर सकते हैं, फाइल्स के डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज है कि नैनो को यूज करने के लिए हमें कमांड ज्यादा यूज में लेने पड़ते हैं। Ctrl+X, Ctrl+C और ऐसे कमांड से ही सारा काम हम कर सकते हैं नैनो में। देन gedit बेसिकली एज सेम एज नोटपैड है। जैसे हमारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड होता है, वैसे ही यहाँ पे gedit है जो कि हमें फंक्शन देता है कि हम फाइल को एडिट कर लें ग्राफिकली, यानी सारे ऑप्शन हमारे पास सामने अवेलेबल होते हैं, हमें किसी कमांड को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो gedit बेसिकली फाइल एडिटिंग के काम आता है, फाइल क्रिएशन के काम आता है। chmod, अब हम फाइल के बारे में इतना कुछ समझ रहे हैं तो कुछ और बातें समझ लेते हैं। क्या होता है बेसिकली एक फाइल क्या होती है, उसके पास कुछ परमिशंस होती है, उनके बारे में समझते हैं। chmod जो हम देखने वाले तो वो क्या करता है, वो किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट या कोई भी तरीके की परमिशन देता है या ले लेता है। तो परमिशंस क्या होती है पहले ये समझना पड़ेगा, तो आइए हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई wscubetech.txt नाम से। ओके, सो हमने wsc.txt नाम से एक फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर हमने लिखा echo hi। ओके, सो ये बेसिकली echo क्या है, ये एक प्रिंट करने का कमांड है, बट फिलहाल ये केवल एक टेक्स्ट है।
जैसे ही मैंने इसको लिखा, इसको सेव किया और क्लोज कर दिया, तो जब मैंने इसको सेव करके क्लोज किया तब इसके पास, वैसे एक फाइल के पास 3 परमिशन होती है, बट बाय डिफॉल्ट इस फाइल के पास 2 ही परमिशन थी, रीड एंड राइट। और वो 3 परमिशन कौन कौन सी होती है जो एक फाइल के पास होनी चाहिए, वो है रीड, राइट और एग्जीक्यूट। एक फाइल के पास 3 परमिशन होती है, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। यानी हम उसे पढ़ सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और हम उस फाइल को रन कर सकते हैं। उस फाइल के अंदर जो प्रोग्राम लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो रन होगा। तो ये 3 परमिशन बेसिकली एक फाइल में हो सकती है, 3 परमिशन एक फाइल के पास हो सकती है। बट जब हम बाय डिफॉल्ट एक फाइल को सेव किया, यहाँ पे तो हमने देखा कि उसके पास केवल रीड और राइट की ही परमिशन है। यानी हम उसमें बस कुछ पढ़ सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अभी ये टेक्स्ट का काम कर रहा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर मेरे को इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, उस केस में इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन होनी जरूरी है। तो यहाँ मेरे पास हेल्प में आता है chmod। chmod एक ऐसा कमांड है जो चेंज करता है मोड को, यानी इसकी जो परमिशंस है उनको या तो ऐड करेगा या रिमूव करेगा। मान लीजिए इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं थी और मैं चाहता हूँ इसको एग्जीक्यूट करना, तो मैं इसको परमिशन दूंगा। कैसे दूंगा? chmod +x एंड देन इस फाइल का नाम जो कि था wsc.txt। तो जैसे ही मैं ये कमांड रन करूंगा chmod +x wsc.txt, यानी chmod प्लस यानी ऐड करो, x यानी एग्जीक्यूटेबल परमिशन एंड देन उस फाइल का नाम। इस कमांड को रन करने के बाद मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे इस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी है। सो एक फाइल के पास 3 परमिशंस होती है, chmod उस परमिशंस को लेने या फिर एक फाइल को देने का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास // जब उस फाइल को मैंने एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे दी तो मैं उसको रन कैसे करूंगा? यहाँ // के जरिए मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ किसी भी शेल फाइल को। बैश कमांड के जरिए भी मैं किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। apt-get अपडेट क्या करता है नाउ? अच्छा फ्रेंड्स, इसको अच्छे से समझिएगा क्या होता है। बेसिकली एक एग्जांपल एंड्रॉयड का देता हूँ। हमारे जब हम एंड्रॉयड में प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, हम अपडेट करते हैं तो सारी एप्लीकेशंस अपडेट होती है। बट यहाँ ये जो apt-get अपडेट है, इसका मतलब वो नहीं है। इसका मतलब है कि हमने मान लो हमारे प्ले स्टोर को ही अपडेट किया, यानी हमारे प्ले स्टोर की एप्लीकेशन का पहले वर्जन था 14.1, जब हमने उसे अपडेट किया तो उसका वर्जन हो गया 14.2। इसका मतलब है कि हमने प्ले स्टोर की एप्लीकेशन को अपडेट किया, उसके अंदर जितनी भी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है जो हमारे मोबाइल में, उनको अपडेट नहीं किया। तो apt-get अपडेट वही काम करता है। apt-get अपडेट बेसिकली जितनी भी रिपोजिटरी फाइल्स होती है, उनकी जो URLs होती है, उनको अपडेट करता है। यानी वो प्ले स्टोर अपडेट कर रहा है लाइनक्स के, ताकि हम जो भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करें वो इजीली हो सके। अगर हम कोई नए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें तो वो भी इजीली हो जाए। तो apt-get अपडेट क्या करेगा? जितनी भी रिपोजिटरी फाइल्स हैं उनको अपडेट करेगा, ताकि किसी सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में या अपडेट में प्रॉब्लम ना आए। देन है apt-get अपग्रेड। ये वो कमांड है जो जितने भी इंस्टॉल टूल्स है एक लाइनक्स मशीन में, उनको अपडेट करने के काम आता है। जो हमारे प्ले स्टोर में हम अपडेट ऑल एप्स करते हैं, वो बेसिकली ये है apt-get अपग्रेड। नेक्स्ट कमांड है apt-get इंस्टॉल, और आगे एक टूल का नाम लिखा हुआ है gedit। सो apt-get इंस्टॉल क्या करता है? किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का यानी इंस्टॉल करने का काम करता है। अगर मेरे को gedit नाम का टूल जो है वो इंस्टॉल करना है तो मैं लिखूंगा apt-get इंस्टॉल gedit। कोई और करना है apt-get इंस्टॉल नोटपैड। तो ऐसे ही मैं जिस भी टूल का नाम लिखता हूँ वो रिपोजिटरी से जाके सर्च होता है और बाद में वो टूल इंस्टॉल होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने लाइनक्स के बारे में पढ़ा, उसके कुछ कमांड्स देखे, बेसिक्स कमांड्स देखे। तो आइए उन्हें प्रैक्टिस करके देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं और उनका आउटपुट क्या आता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अपन सबसे पहले टर्मिनल ओपन कर लेंगे। टर्मिनल को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, एंड जो कमांड्स थे अपने वो ओपन कर लेते हैं ताकि सारे कमांड्स प्रैक्टिस कर सके अपन। ओके, सो मैन क्या करता है? मैनुअल शो करता है कोई भी कमांड की, लाइक मैन ls कमांड की अगर मेरे को मैनुअल चेक करनी है तो मैं मैन स्पेस ls लिख, और यहाँ पे मेरे को ls की मैनुअल बता रहा है कि ls क्या काम करती है, ls के साथ क्या क्या फंक्शंस है जो यूज में आ सकते हैं, और वो कैसे परफॉर्म करेगी, वो आउटपुट कैसे देगी। ओके, इसको देखने के बाद यहाँ नीचे क्यू दिखा रहा है फॉर क्विट, तो मैं क्विट कर दूंगा इसे। एंड नेक्स्ट कमांड जो है हमारा वो cd और ls दोनों है। तो cd क्या करता है? cd चेंज डायरेक्टरी करता है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाता है। cd, मैं यहाँ एक फोल्डर में आ गया, मैंने ls टाइप करके देखा कि मैं अभी जिस फोल्डर में हूँ वहाँ क्या क्या फाइल्स और क्या क्या फोल्डर्स पड़े हैं। तो मैं जैसे ही ls लिख के एंटर करूंगा, मैं यहाँ देख सकता हूँ कि यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स 3 फोल्डर्स पड़े हैं। अब cd क्या कर रहा था? एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करा रहा था। अब अगर मेरे को डाउनलोड्स फोल्डर में जाना है और देखना है वहाँ क्या पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? cd डाउनलोड्स,
एंड एंटर। तो अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ WS CubeTech के बाद डाउनलोड्स फोल्डर आ गया है, यानी अब मैं डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हूँ। मेरी डायरेक्टरी क्या है, डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर है। एक बार देख लेते हैं कि इस डाउनलोड फोल्डर के अंदर क्या क्या पड़ा है। सो डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आशीष और टेस्टर नाम के 2 फोल्डर हैं एंड टेस्ट नाम का एक फाइल है। अब अगर मेरे को अपनी लोकेशन देखनी है कि मैं अभी किस लोकेशन पे हूँ, तो मैं pwd कमांड लिखूंगा। क्या करता है pwd, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, बताएगा कि मैं अभी जिस डायरेक्टरी पे हूँ उसकी लोकेशन क्या है, जो कि होम के अंदर, हैकिस्तान के अंदर, WS CubeTech के अंदर डाउनलोड्स नाम की डायरेक्टरी में मैं हूँ अभी, तो वो मेरे को दिखा रहा है। नेक्स्ट कमांड है हमारा dir सेम एज ls काम करता है। dir लिख के एंटर करूंगा तो जो फाइल्स है या फोल्डर्स पड़े हैं एक डायरेक्टरी में वो मेरे को शो करेगा। mkdir क्या करेगा, mkdir एक फोल्डर क्रिएट करेगा, किसी भी नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं अपन। तो इसको कर देते हैं test2 नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। ls किया और देखा कि क्या वो फोल्डर यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। तो देखो आप test2 नाम से एक फोल्डर बना हुआ दिख रहा है। इस फोल्डर के अंदर जाना है तो cd test2 एंड यहाँ देख पा रहे हैं हम test2 की डायरेक्टरी में हैं। अगर डायरेक्टरी चेक करनी है तो pwd, वैसे यहाँ ऊपर आपको दिख ही रहा होगा WS CubeTech डाउनलोड्स एंड देन test2, बट pwd लिख के हम देख सकते हैं कि अभी जो हमारी करंट डायरेक्टरी है, वर्किंग डायरेक्टरी है, जिस डायरेक्टरी में मैं काम कर रहा हूँ वो test2 है। उसके बाद cp क्या करेगा, cp किसी भी चीज को, किसी भी फाइल को या किसी भी फोल्डर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में कॉपी करेगा। तो आइए इसे यूज करके देखते हैं। एक स्टेप बैक आ जाता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, बैक आने के लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। पहला कि मेरे को जिस भी डायरेक्टरी में जाना है मैं उसकी प्रॉपर कंप्लीट लोकेशन लिखूं, यानी मेरे को बैक जाना है अगर डाउनलोड्स फोल्डर में तो मैं पूरी डायरेक्टरी लिखूं /home/hakistan/WS CubeTech/downloads, या फिर मैं cd स्पेस / लिख के एंटर कर दूं तो मैं एक डायरेक्टरी बैक आ जाऊंगा। मैं एक डायरेक्टरी बैक आ गया हूं तो मैं ls करके देखता हूं कि अब मैं सारी फाइल्स और फोल्डर्स देख पा रहा हूँ कि नहीं देख पा रहा हूँ। तो वो सारी फाइल्स फोल्डर्स मेरे को दिख रहे हैं, तो क्यों ना अभी किसी फाइल को कॉपी करके देखा जाए। तो हम टेस्ट फाइल को कॉपी करके test2 नाम के फोल्डर में डाल देते हैं एंड ls में। अब देखो इसमें भी 2 ऑप्शन है, या तो मैं अब test2 नाम की डायरेक्टरी में जाऊं और उसके अंदर जाके देखूं कि फाइल पड़ी है कि नहीं पड़ी है, या फिर अगर मेरे को केवल यही चेक करना है कि उस फोल्डर में फाइल पहुंची है कि नहीं पहुंची है तो मैं ls के बाद सीधा उस डायरेक्टरी का नाम ही लिख दूंगा test2, यानी मेरे को लिस्टिंग करो सारी फाइल्स और फोल्डर्स के जो कि इस फोल्डर में पड़े हैं, यानी test2 के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर पड़े मेरे को वो दिखाओ। और जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पे टेस्ट नाम की फाइल अवेलेबल है। उसके बाद हमारा कमांड है मूव, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। वहां से उस फाइल, एक जगह से फाइल हटके दूसरी जगह पहुंच जाएगी। ये कैसे होगा, mv स्पेस test2, कहाँ मूव करें इसको, अपन एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं और cd डाउनलोड्स। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली ये जो टेस्ट नाम की फाइल थी इसको अपन मूव कर देते हैं टेस्टर नाम के फोल्डर में। mv टेस्ट को मूव करना है, कहाँ करना है, टेस्टर नाम के फोल्डर में। अब टेस्टर नाम के फोल्डर में टेस्ट नाम की फाइल कंप्लीटली मूव हो गई है। ls करके देखते हैं क्या वो फाइल यहाँ से मूव हुई है, हट गई है। यहाँ आप देख पा रहे हो टेस्ट नाम की वो जो पहले फाइल आ रही थी अब नहीं आ रही है। क्या वो टेस्टर में पहुंच गई है, ls टेस्टर, देखो टेस्टर के अंदर टेस्ट नाम की फाइल पहुंच चुकी है। नेक्स्ट कमांड क्या है हमारा, रिमूव, किसी फाइल को कंप्लीटली रिमूव कर देना, डिलीट कर देना। rm स्पेस, अब देखो अभी जिस डायरेक्टरी में मैं हूं वहां टेस्ट नाम की फाइल नहीं है। टेस्ट नाम की फाइल कहाँ है, टेस्टर में। तो cd टेस्टर करके टेस्टर में गए, वहां जाके देखा टेस्ट नाम की फाइल पड़ी है। अब क्योंकि ये टेस्ट नाम की फाइल हमारे पास test2 में भी पड़ी है, हमने स्टार्टिंग में डाल दी थी, तो क्यों ना इसको रिमूव कर दिया जाए, इसका कोई यूज ही नहीं है। अब मूव rm टेस्ट, ओके, rm टेस्ट के जरिए हम रिमूव करेंगे इसको एंड चेक कर सकते हैं हम कि यहाँ पे अब वो फाइल नहीं पड़ी है, वो फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट कमांड फ्रेंड है sudo su क्या है, ये हमें रूट प्रिविलेजेस देता है जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो देखते हैं रूट प्रिविलेजेस कहाँ जरूरत पड़ती है और ये काम कैसे करेगी। अगर मैं एक कमांड लिखता हूँ, अपन apt get अपडेट को भी यहीं चेक कर लेंगे, apt get अपडेट,
ये क्या करता है ये कमांड, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि प्ले स्टोर को ही अपडेट कर रहा है, यानी यहाँ की जो रिपोजिटरी फाइल्स है, जो यूआरएल्स हैं इनकी, उनको अपडेट करेगा। तो अपन इसको अपडेट रन करते हैं, बट यहाँ बोल रहा है कि आपके पास परमिशन नहीं है ये करने की। यहाँ देख पा रहे हो आप, परमिशन डिनाई। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड, इंस्टॉल या अपडेट। तो क्यों ना उसको एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन यानी रूट प्रिविलेजेस दे दी जाए, sudo su, एंड यहाँ मुझसे पासवर्ड मांगेगा। और अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हैशटैग बना हुआ है। पहले यहाँ डॉलर का साइन था जिसका मतलब नॉर्मल यूजर था, और यहाँ पे रेड कलर का हैशटैग आ रहा है जिसका मतलब मैं रूट यूजर हूँ। अब अगर मैं कमांड रन करता हूँ apt get update एंड एंटर करता हूँ, तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये जितनी भी यूआरएल्स है उनको अपडेट कर रहा है, जो रिपोजिटरी फाइल्स है उनको अपडेट कर रहा है, ताकि मैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँ वो इंस्टॉल हो जाए। इसको मैं कंट्रोल सी करके क्लोज कर रहा हूँ मिड में, क्योंकि ये अभी अपन करेंगे नहीं। कंट्रोल सी से कोई भी चलता प्रोसेस ज़्यादातर लाइनक्स टर्मिनल के अंदर अगर अपन कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल सी से यहाँ कॉपी नहीं होता है, यहाँ कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी दबाया जाता है, याद रखिएगा, और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी। जो नेक्स्ट है हमारे पास कमांड्स वो है डॉट/ और बैश। ये क्या करते हैं, और apt get इंस्टॉल या apt get अपग्रेड क्या करेगा। apt get अपग्रेड क्या करेगा, जितने भी सॉफ्टवेयर काइल लाइनक्स मशीन में या किसी भी उबुंटू मशीन में इंस्टॉल्ड है उन सबको अपडेट करेगा। तो अपन इसको भी रन करके देख देते हैं। apt get अपग्रेड। यहाँ ये मुझसे यस या नो में परमिशन मांग रहा है और मेरे को बता रहा है कि 1517 MB का डेटा इसको डाउनलोड करना है, यानी जो फाइल्स अपडेट करेगा टोटल इतना डेटा हो जाएगा। तो ये मेरे से बोल रहा है कि आप करना चाह रहे हैं कि नहीं। यस करूंगा तो ये अपग्रेड चालू कर देगा, बट मेरे को अभी अपग्रेड करना नहीं है तो मैं इसको नो कर दूंगा एंड ये प्रोसेस यहीं क्लोज हो गया। अपग्रेड आपको करना जरूरी है ताकि आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर आपकी काइल लाइनक्स मशीन में जितने एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो अपडेट हो जाए। नेक्स्ट कमांड जो apt get इंस्टॉल है, यानी मैं कोई भी पर्टिकुलर टूल इंस्टॉल कर सकता हूँ। apt get इंस्टॉल। gedit बेसिकली एक टेक्स्ट एडिटर है, तो इसको अपन इंस्टॉल कर देते हैं। मेरे पास बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा तो इसे इंस्टॉल करेगा नहीं, लेकिन जैसे आप apt get इंस्टॉल gedit लिखते हैं आपसे वो यस या नो पूछेगा। आप y लिख के एंटर करेंगे तो वो इंस्टॉल कर लेगा उसे। ओके, मुझसे भी पूछ रहा है, ग्रेट। कुछ रिपोजिटरी फाइल्स है, कुछ प्लगइन्स है जिसको ये अपडेट करना चाह रहा है इंस्टॉल के उसमें, तो ये वो कर रहा है। तो मैंने यस परमिशन दे दी है और अब आप देख पा रहे हैं कि ये किस हिसाब से इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे 80% हो गया है, हल्का सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट जो कमांड है ये डॉट/ एंड बैश, ये क्या करते हैं, ये एक फाइल को रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या उस फाइल के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, और वो कौन बताएगा हमें, chmod। chmod हमें बताएगा क्या उस फाइल के पास परमिशन है। अगर नहीं है तो हम chmod के जरिए उस फाइल को परमिशन देंगे। सो यहाँ ये इंस्टॉल कर रहा है बेसिकली पैकेज। इसको हम एक न्यू टैब खोल लेते हैं। ओके, एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब हम test2 नाम की डायरेक्टरी पे हैं जहाँ पे हमने टेस्ट नाम की एक फाइल कॉपी करी थी। इस फाइल के अंदर कुछ लिखा हुआ है, देख लेते क्या है। कैट बेसिकली फाइल के अंदर के कंटेंट को प्रिंट कराता है, कैट टेस्ट। ओके, सो हमें टेस्ट नाम की फाइल का जो भी कंटेंट है वो देखना है यहाँ पे टर्मिनल में, आउटपुट में। तो यहाँ देखो, यहाँ इतना सा एक लाइन लिखी हुई है, इको कोच के अंदर आशीष लिखा हुआ है। सो बेसिकली ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो कि आशीष को प्रिंट करा देगा। इको क्या करेगा, प्रिंट करा देगा। तो मेरे को इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, रीड नहीं करना है। उससे पहले मेरे को देखना है कि इस फाइल के पास परमिशंस क्या क्या है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा ls-l एंड एंटर करूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो इस फाइल के पास टेस्ट नाम की जो फाइल है कब बनी है, किस यूजर के पास है, और इसकी क्या क्या परमिशंस है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन इसके पास है। अब अगर मैं नहीं चाहता कि ये एग्जीक्यूट हो या इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन हो तो मैं इससे परमिशन ले भी सकता हूँ, क्योंकि chmod जो है वो किसी को परमिशन दे सकता है तो ले भी सकता है। वो कैसे होगा, chmod +x जब हम लिखते हैं, या +w या +r या +wxr, कुछ भी लिखें। यहाँ देखते हैं क्या क्या लिख सकता हूँ। बेसिकली मैं अगर +x लिखता हूँ और फाइल का नाम लिखता हूँ तो उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिलती है। बट अगर मैं यहाँ पे -x लिख दूंगा तो उस फाइल से मैं परमिशन ले लूंगा। -x लिखूंगा तो एग्जीक्यूटेबल परमिशन लूंगा,
R लिखूंगा तो रीड की परमिशन लूंगा और W लिखूंगा तो राइट की परमिशन ले लूंगा। तो चलो इसका परमिशन लेके देखते हैं एक बार। ओके, ls-l करके देख लेते हैं अब इसके पास वो परमिशन है कि नहीं है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे केवल रीड एंड राइट की ही परमिशन दिखा रहा है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं दिखा रहा है। तो एक बार इसे फिर परमिशन प्रोवाइड कर देते हैं ताकि अपन इसे एग्जीक्यूट कर सकें। chmod -x नहीं होगा, इस बार +x होगा एंड सेम फाइल का नेम ls-l। सो इसने मेरे को बता दिया कि अब इसके पास रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट तीनों परमिशंस है, तो मैं इसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट दो तरीके से कर सकता हूँ, पहला डॉश/ से, दूसरा बैश कमांड से। तो एक बार डॉश/ से रन कर लेते हैं, डॉश/टेस्ट फाइल का नाम, कोई स्पेस नहीं है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो केवल डॉश/ और फाइल का नाम लिख के जब मैं एंटर करूंगा तो केवल आशीष प्रिंट हो रहा है। इको जो टेक्स्ट था वो प्रिंट नहीं हो रहा है, केवल आशीष प्रिंट हो रहा है, यानी ये प्रोग्राम रन कर रहा है। बैश के साथ रन करके देख लेते हैं, बैश टेस्ट एंटर, और अभी भी केवल आशीष प्रिंट हो रहा है, इको प्रिंट नहीं हो रहा है। तो ये बेसिक्स कुछ लिनक्स कमांड्स है जो हमारे यूज आने वाले हैं। सेटिंग अप लैब का पहला वीडियो जो कि है इंस्टॉलिंग काली लिनक्स इन वर्चुअलबॉक्स। सो यहाँ आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करना सीखेंगे। बेसिकली फ्रेंड्स, काली लिनक्स जो है वो दो तरीकों से इंस्टॉल हो सकता है। पहला, हमारा जो कंप्यूटर है उसमें उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर देना। सेकंड होता है उसको किसी वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करना। अब ये वर्चुअल बॉक्स क्या है? वर्चुअल बॉक्स बेसिकली एक ऐसी स्टोरेज बना देता है, कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि हम क्लाउड में काम करते हैं वैसा ही कुछ ये भी काम करता है। ये लोकली एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम बना देता है जहाँ पे सब कुछ वर्चुअली चलता है। तो इसमें हम एक साथ कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। यानी अगर मैंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्चुअल बॉक्स वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है तो उस वर्चुअल बॉक्स वाले सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कई और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो आज हम इसी तरीके से काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। इसमें भी दो तरीके हैं वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के, हम दोनों देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम चलेंगे ब्राउजर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम तीन चीजें डाउनलोड करने वाले हैं। सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स जो सॉफ्टवेयर है हमारा, VMware वर्कस्टेशन। सेकंड चीज काली लिनक्स की ISO फाइल। थर्ड जो है वो काली लिनक्स का ही वर्चुअल बॉक्स जो पहले से ही बना हुआ है, जो हमें उसके ऑफिशियल साइट पे मिलेगा। तो हम ये तीनों चीजें डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा VMware वर्कस्टेशन है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम गूगल पे लिखेंगे VMware वर्कस्टेशन एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ जो इसकी ऑफिशियल साइट है वो फर्स्ट नंबर पे आ रही है, उसमें हम जाएंगे एंड यहाँ जाके हम स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो हमें डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि ट्राई वर्कस्टेशन 19 प्रो जो लेटेस्ट वर्जन है प्रोफेशनल, अपन उस पर ट्राई को जो है एक बार ट्राई को डाउनलोड कर देंगे, ट्राई वर्जन को, एंड देन उसके बाद उसे एक्टिवेट कर देंगे सीरियल की के जरिए। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली डाउनलोड्स फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे अगर आप विंडोज के लिए डाउनलोड करें, डाउनलोड्स फॉर लाइनक्स अगर आप लाइनक्स के लिए डाउनलोड करें। तो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास पहले से फाइल डाउनलोडेड है। नेक्स्ट फाइल जो हमें डाउनलोड करनी है हम पहले उसे डाउनलोड कर लेते हैं। सो अब हमें डाउनलोड करना है काली लिनक्स की ISO फाइल। उसके लिए हम काली लिनक्स की साइट पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ काली लिनक्स के अलग अलग जो वर्जन्स है, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो अलग अलग काम करेंगे वो यहाँ पे सब अपन को दिख रहे हैं। लाइक एक इंस्टॉलर है, एक लाइव है और एक नेट इंस्टॉलर है। सो ये जो इंस्टॉलर है हमें यही फाइल चाहिए, यही फाइल हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ तो आप चाहो तो इसे टॉरेंट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करके इसको यहाँ से ब्राउजर पे ही डाउनलोड कर सकते हैं। पहली फाइल तो हमें ये डाउनलोड करनी है तो ठीक है, इसे डाउनलोड पे लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो गया है डायरेक्ट क्लिक पे। मैं इसको भी कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। नेक्स्ट जो फाइल है जो हमें डाउनलोड करनी है वो बेसिकली है काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन की फाइल जो कि इसकी ऑफिशियल साइट पे हमें मिल रही है। तो हमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी की वर्चुअल मशीन में जाएंगे एंड उस URL के जरिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन की जो फाइल्स हैं वो हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दो फाइल्स है, एक 64 बिट एक 32 बिट। अगर आपका सिस्टम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका कंप्यूटर है वो अगर 32 बिट है तो आप 32 बिट फाइल डाउनलोड करिएगा, अगर 64 बिट है तो 64 बिट फाइल डाउनलोड करिएगा। तो मेरा 64 है तो मैं 64 पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं आप 2.4 GB का ये है डाउनलोड बेसिकली फाइल है। तो यहाँ मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ये भी मेरे पास डाउनलोडेड है।
ये तीनों फाइल्स डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो प्रोसेस है वो चालू होगा, जिसके अंदर हम वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे। नाउ काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहला कि मैं पूरा मैनुअल प्रोसेस फॉलो करूं काली लिनक्स को इंस्टॉल करने का, वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही कह रहा हूं फ्रेंड्स, वर्चुअल बॉक्स के अंदर दो तरीके हैं। पहला मैं पूरा मैनुअल प्रोसेस फॉलो करूं, सेकंड प्रोसेस जो है बेसिकली उसके अंदर में ये जो वर्चुअल मशीन मैंने डाउनलोड करी थी काली लिनक्स के ऑफिशियल साइट से, इसी वर्चुअल मशीन को वहां पे इंपोर्ट कर लूं। सो ये दो ऑप्शंस है, तो आइए इसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी ये जो वर्चुअल मशीन आपने डाउनलोड करी थी उस पर आप डबल क्लिक करेंगे, उस इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है बहुत ईजी सा है, आपको नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा VMware वर्कस्टेशन पड़ा है, इसको बेसिकली हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस हल्का सा स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओके, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझसे पूछ रहा है क्या आप रिपेयर करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं। सो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, आपको बस नेक्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करना है एंड देन उसे फिनिश कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने ये जो हमारा वर्चुअल बॉक्स का जो आइकन है वो आ जाएगा। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपसे सीरियल की मांगेगा। सीरियल की मैं आपको बता देता हूँ, आपको बेसिकली साइट पे जाना है, गूगल पे ही जाके आपको लिखना है VMware वर्कस्टेशन 16, जो हमारा वर्जन था 16 प्रो प्रोफेशनल। सो VMware 16 प्रो लाइसेंस की लिख के आप एंटर कर देंगे। जो आपके पास पहली URL आ रही है, जो पहला लिंक आ रहा है, वहाँ पे आपको बेसिकली इसके सीरियल कीज मिल जाएंगे। आप सीरियल कीज कॉपी करके, कोई भी एक कॉपी करके वहाँ अप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो VMware वर्चुअल बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये सीरियल की VMware वर्कस्टेशन में आपसे जहाँ मांग रहा है वहाँ आप एंटर कर दीजिएगा तो आपका वर्चुअल बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसा दिखेगा आपका VMware वर्कस्टेशन, ये जो है सॉफ्टवेयर आपका ऐसा दिखेगा, जहाँ पे ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये इस टैब के जरिए आ रहे हैं। अगर नहीं दिख रहे हैं आपको तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको शो होने लग जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन एंड कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर। सो फिलहाल हम यहाँ पे 2 तरीकों से इंस्टॉल करने वाले हैं। पहला तरीका जो हमारा था, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, जिसमें हमें बस उस वर्चुअल मशीन की जो फाइल है, जो काली लिनक्स की वर्चुअल बॉक्स है, उस बॉक्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम करेंगे ओपन अ वर्चुअल मशीन, हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम बस ओपन करेंगे एंड यहाँ पे वो जो डाउनलोडेड फाइल थी हमारी, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। ये जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, ये बाय डिफॉल्ट जिप फाइल आएगी, तो आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको ऐसा देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो VMX फाइल है यही वो फाइल है जिसको मुझे इंपोर्ट करना है। सो मैं इस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो काली मशीन थी, जो हमारी वर्चुअल बॉक्स था, वो इंपोर्ट हो चुका है। तो हमें बस पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है। उससे पहले अगर आपको इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, आपको एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड आप देख सकते हैं कि ये कितना रैम प्रोवाइड कर रहा है, कितनी हार्ड डिस्क और क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो हम रैम थोड़ी बढ़ा देते हैं, बिकॉज मेरे सिस्टम में 8 GB रैम है, तो मैं इसको 4 GB या 5 GB के आसपास रैम प्रोवाइड कर सकता हूँ इजीली। प्रोसेसर है, प्रोसेसर हम नहीं छेड़ेंगे। हार्ड डिस्क जो इसकी है, ओके, प्रोसेसर में हम ऐसा करेंगे बेसिकली कि इसको 1 दे देंगे कोर प्रोसेसर को एंड हार्ड डिस्क जो इसकी है 80 GB, मैनुअल बहुत है, मिनिमम 80 GB काफ़ी होती है। नेटवर्क अडेप्टर हम नहीं छेड़ेंगे। USB कंट्रोलर, यहाँ पे एक ऑप्शन टिक है, शो ऑल USB इनपुट डिवाइसेस। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पेन ड्राइव या जो भी सिस्टम यहाँ से कंप्यूटर से कनेक्ट करा है वो आपकी वर्चुअल बॉक्स में शो हो, तो ही आप इस शो ऑल USB ऑप्शन को टिक करिएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी डिवाइस आपके वर्चुअल मशीन से कनेक्ट हो सके तो आप इसको अनटिक कर दीजिएगा। साउंड कार्ड बाय डिफॉल्ट सही है, आपको नहीं छेड़ना है। डिस्प्ले बाय डिफॉल्ट सही है, आपको नहीं छेड़ना है। देन ओके प्रेस कर देना है। और क्योंकि सारी सेटिंग्स अब अपडेट हो चुकी है तो आपको पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है। जैसे आप पावर ऑन पे क्लिक करेंगे ये वर्चुअल मशीन जो है ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, आपको इससे इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक और चीज का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जैसे ही आप इसको स्टार्ट कर देते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आईडी पासवर्ड जो कि काली इसका आईडी था एंड पासवर्ड भी काली ही था। यहाँ पे हमसे जैसे ही आईडी पासवर्ड मांगेगा हम काली ही डालेंगे। ये जो काली मशीन की वर्चुअल बॉक्स हमने डाउनलोड करी है काली की ऑफिशियल साइट से, इसका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड काली ही रहता है एंड यूजर नेम भी काली ही रहता है। इसे हम लॉग इन कर रहे हैं एंड यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा जो काली मशीन थी ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गई है। ये हम इजीली देख सकते हैं, हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी।
बट इसके आईडी पासवर्ड जो है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहते हैं काई लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही, तो उसका प्रोसेस अब हम फॉलो करेंगे। वो हम कैसे कर सकते हैं, मैं इसको पावर ऑफ कर देता हूँ। सो हम क्लिक करेंगे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने जो टैब खुला है जहां हमें दिखा रहा है कि रिकमेंडेड ऑप्शन जो है उसी पे सिलेक्ट करिए। सो हमें जो रिकमेंड हो रहा है ऑप्शन हम उसी पे सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम जो आईओएसओ फाइल है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो इंस्टॉल डिस्क इमेज फाइल जो कि आईओएसओ फाइल मांग रहा है उसको हम टिक करेंगे एंड देन ब्राउज में जाके हमने जो काई लिनक्स की अभी फाइल डाउनलोड करी थी, आईओएसओ फाइल डाउनलोड करी थी, उसकी लोकेशन पे जाके उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो कि डाउनलोड्स में यहाँ पड़ी है। सो ये हमारी काली लिनक्स का इंस्टॉलर जो अभी हमने डाउनलोड करा था आईओएसओ फाइल, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ हमसे पूछ रहा है कि ये जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, यानी ये जो हम वर्चुअल बॉक्स बना रहे हैं, ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का है, उसका क्या वर्जन होगा। तो हम लाइनक्स पे जाएंगे और लाइनक्स पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं काली लिनक्स आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे अदर लाइनक्स में, अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो 64 सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज हम ये नॉर्मल जो कर्नल है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अदर लाइनक्स 5s 64 बिट सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके 5.x नहीं लिखा हुआ आ रहा है, 3.x ही आ रहा है, तो अभी आप 64 बिट वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा। देन हम नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि ये जो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट कर रहे हैं, ये जो वर्चुअल बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम क्या रखें। तो हम इसका नाम रख देते हैं WS क्यूब। ओके एंड यहाँ इसकी लोकेशन पूछ रहा है नीचे कि किस लोकेशन पे इस वर्चुअल बॉक्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने अपने इस वर्चुअल बॉक्स को 80 या 100 GB की स्टोरेज दी है, तो अगर आपने इसको 100 GB की स्टोरेज प्रोवाइड करी है तो आपको इसको एक ऐसी डिस्क में रखना पड़ेगा जहाँ पे 100 GB खाली हो, और वहाँ पे अगर 100 GB फिल भी हो जाए तो उससे आपके सिस्टम को फर्क ना पड़े। लाइक अगर आप सी ड्राइव जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसी में रखते हैं तो आपकी सी ड्राइव जल्दी भर जाएगी और आपका विंडोज सिस्टम हैंग होगा। तो उस केस में आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसको किसी भी डायरेक्टरी में किसी भी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपको जो भी लोकेशन सही लगती है वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं बाय डिफॉल्ट फिलहाल इसे सी ड्राइव में ही इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इस हार्ड डिस्क, ये जो वर्चुअल डिस्क हम बना रहे हैं, इसको हम कितनी स्टोरेज देना चाहते हैं। तो यहाँ हम इसे दे रहे हैं मिनिमम 80 GB। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 80 GB दें, जस्ट बिकॉज हम काफ़ी सारे टूल्स और इंस्टॉल करने वाले हैं, तो मिनिमम 80 की तो रिक्वायरमेंट होगी। उससे ज़्यादा आप 100 to 150 GB ईजिली दे सकते हैं। सो 80 GB दे के मैं यहाँ पे ऊपर अपर जो ऑप्शन था स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, इसको टिक करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस वर्चुअल मशीन की अलग अलग फाइल्स बने जिसमें से अगर कभी भी कोई फाइल गलती से डिलीट हो गई तो ये मेरे को एरर प्रोवाइड करेगी। सो मैं यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल करूंगा, यानी सारी फाइल्स एक ही फाइल में कंप्रेस होके इंस्टॉल हो जाएगी। नेक्स्ट जो है मुझसे कस्टमाइज हार्डवेयर करने को कह रहा है, तो हाँ मैं इस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन है वो मैं सही से सेट करूंगा। जैसे कि रैम है, अगर मेरे पास 8 GB है तो मैं उसको 5 GB तक प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4.5 GB फिलहाल इसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रोसेसर जो है वो बाय डिफॉल्ट सही है। नेटवर्क अडेप्टर नेट ही रखिएगा। USB कंट्रोलर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो अपनी USB प्लगइन लगा रहे हैं, आप अपनी पेन ड्राइव या कोई भी CD ड्राइवर डाल रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी काली मशीन में शो हो, आपको काली मशीन में यूज करना है, तो ही आप इस ऑप्शन को टिक करिएगा। अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आपके वर्चुअल बॉक्स से कनेक्ट करे तो इस ऑप्शन को टिक मत करिएगा। सो मैं इसे अभी टिक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को नीडेड नहीं है। प्रिंटर चाहते हैं तो ऐड कर लीजिएगा कोई, अदरवाइज डिस्प्ले सेटिंग सही है, मेरे को नहीं छेड़ना। देन क्लोज करके मैं फिनिश कर दूंगा। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ WS क्यूब नाम से एक टैब ऐड हो गया है जो कि हमारी काली मशीन का है, जिसका हमने अभी वर्चुअल बॉक्स बनाए हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है इसके इंस्टॉलेशन का। फिलहाल अभी एक वर्चुअल बॉक्स बना है, बस एक वर्चुअल स्टोरेज बनी है। नाउ हम इसे इंस्टॉल करेंगे। सो यहाँ पे हम ग्राफिकली इंस्टॉल दिखा रहा है, हमें ऑप्शन में इंस्टॉल दिखा रहा है, एडवांस ऑप्शंस दिखा रहा है और कुछ और ऑप्शंस दिखा रहा है। बेसिकली हम ग्राफिकल इंस्टॉल पे ही क्लिक करेंगे ताकि हम ग्राफिकली इजीली इंस्टॉल कर सके। अगर हम सेकंड ऑप्शन इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो हमें कमांड लाइन के जरिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो थर्ड ऑप्शन है जहाँ पे एडवांस ऑप्शंस दिखा रहा है, उस ऑप्शंस में जाने के बाद अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है इंस्टॉलेशन में या फिर कुछ चीज़ करप्ट हुई है तो उसे रिस्टोर करने में हमारी हेल्प करेगा। और कुछ अदर ऑप्शंस भी है, लाइक ये ऑटोमेटेड इंस्टॉल है जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, और ऐसे कुछ अलग अलग फंक्शंस है। सो मैं बैक आ जाता हूँ एंड ग्राफिकल इंस्टॉल पे जाऊँगा मैं। ओके यहाँ पे लैंग्वेज में मैं इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट कर दूंगा एंड कंट्री में इंडिया। जो कीबोर्ड की लैंग्वेज है वो बाय डिफॉल्ट अमेरिकन इंग्लिश सही है।
सो बेसिकली यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन मीडिया को रीड कर रहा है, उसकी फाइल्स डाउनलोड कर रहा है, और जो भी फाइल्स या लाइब्रेरीज इस इंस्टॉलेशन में जरूरत है उन सबको ये इंस्टॉल या डाउनलोड कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो डिटेक्ट नेटवर्क हार्डवेयर है ये क्या कर रहा है, ये जो हमारे जहाँ से भी नेट ऑन है, फिलहाल इथरनेट केबल के जरिए हो, वाईफाई स्टिक के जरिए हो, ये उसके जरिए नेट को कॉन्फ़िगर कर रहा है और कनेक्ट कर रहा है ताकि जो सॉफ्टवेयर जिसे डाउनलोड करने हैं वो इजीली कर सके। यहाँ पे अब फ्रेंड्स ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे मुझसे होस्ट नेम पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट काली लिखा हुआ आ जाएगा, बट कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट जो काली है उसको मत रखिएगा। बिकॉज होता क्या है, जब हम किसी सिस्टम की स्कैनिंग कर रहे होते हैं तो उसकी लॉग्स फाइल में ये होस्ट नेम रिकॉर्ड हो जाता है, और अगर हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमें देखे या हम मिल जाए किसी को भी इजीली, अनोनिमस न रहें, अनोनिमस अगर हम रहना चाहते हैं तो उस केस में हम यहाँ काली ना लिख के विंडोज लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर वहाँ लॉग्स फाइल रिकॉर्ड भी हो रही है तो वहाँ काली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दिखेगा, वहाँ काली होस्ट नेम नहीं दिखेगा, वहाँ विंडोज दिखेगा। तो जो शक के नजरिए में जो लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर किसी ने कोई क्राइम करा है, अगर किसी पे कोई अटैक हुआ है, तो जो साइबर लॉज वाले होते हैं वो क्या करेंगे, वो लॉग्स फाइल रीड करेंगे, और जब लॉग्स फाइल रीड करेंगे तो कुछ ऐसी टर्म्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जो एथिकल हैकिंग से रिलेट करती हो। लाइक अगर वहां पे लिखा होगा काली, तो उनको पता पड़ेगा कि काली तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हैकिंग ऑपरेशंस के लिए ज्यादा यूज में आता है, तो वो पर्सन शक के दायरे में आ जाएगा। देन उस पर आगे क्वेरीज करके पता करी जा सकता है कि ये भाई पर्सन जो है ये सच्ची में कल्प्रिट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम विंडोज लिखेंगे ताकि किसी भी लॉग फाइल में किसी भी जगह पे, ये एनोनिमस रहने के कुछ पॉइंट्स है जो आपको सब जगह नहीं मिलेंगे, होस्ट नेम के अंदर आप विंडोज रखिए तो बेस्ट है। देन कंटिन्यू। देन डोमेन नेम हमसे पूछ रहा है जिसको हम बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमसे यूजर नेम पूछ रहा है तो हम WS क्यूब रख देते हैं इसका यूजर नेम, एंड पासवर्ड पूछ रहा है, एक पासवर्ड डाल देता हूं मैं। सो फिलहाल ये जितने भी डिस्क हैं मेरे, इसमें जितने भी डिवाइसेस या डिस्क बना रखे हैं मैंने, पार्टीशंस बना रखे हैं, सबको रीड करेगा और मुझसे पूछेगा कि मैं इंस्टॉलेशन कहाँ करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क, सेटअप LVM, गाइडेड यूज एंटायर डिस्क एंड सेटअप इंक्रिप्शन LVM एंड मैनुअल। सो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। अगर हम चाहते हैं कि हम जो काइल लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं वो इंक्रिप्टेड हो तो हम वो भी कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, ये हमें करना चाहिए। फिलहाल अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। और एक और ऑप्शन जो लास्ट में मैनुअल है, ये तब यूज में आएगा जब हम काली लिनक्स को एक सिस्टम में इंस्टॉल कर रहे होंगे, किसी वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल नहीं कर रहे होंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम देखेंगे काइल लिनक्स को हम कैसे एक सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, तब हम इस मैनुअल ऑप्शन को यूज में लेंगे। फिलहाल हमारे पास एक ही पार्टीशन है, एक ही डिस्क हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क बनाई है, हम चाहते हैं उसमें प्रॉपरली काली ही इंस्टॉल हो, तो हम गाइडेड यूज एंटायर डिस्क करेंगे, यानी जो हमने पूरी डिस्क बनाई है 80 GB की, उसी में काइल लिनक्स इंस्टॉल हो। देन कंटिन्यू। देन यहाँ पे ये जो वर्चुअल हार्ड डिस्क हमने बनाई थी वो हमें शो कर रहा है, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ 3 ऑप्शंस और आ रहे हैं कि ऑल फाइल इज वन पार्टीशन, यानी ये मेरे को बोल रहा है कि आप क्या चाहते हैं, जितनी भी फाइल्स है वो एक ही पार्टीशन में स्टोर हो या फिर वो अलग अलग पार्टीशंस में हो जिसमें हमें सेट करना पड़ेगा। तो हम रिकमेंड ऑप्शन जो हमें है उसी को ही सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी वर्चुअल हार्ड डिस्क थी उसमें ऑटोमेटिकली पार्टीशंस क्रिएट हो गए हैं, जो काइल लिनक्स के इंस्टॉलेशन में ज़रूरी है। उसके बाद हमें बस फिनिश करना है इसको, फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डिस्क, इस पर हम कंटिन्यू कर देंगे। एंड हमसे यहाँ पूछ रहा है क्या आप डिस्क में चेंजेस करना चाहते हैं, जो आपने चेंजेस किए हैं बेसिकली क्या आप उन्हें लिखना राइट करना चाहते हैं, यानी क्या अब हम इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। सो देन यस। सो अब जो हमारा जो वर्चुअल हार्ड डिस्क बनी थी उसके जो पार्टीशंस हमने बनाए थे वो इस पर राइट हो रहे हैं। पहले ये फॉर्मेट होगा, देन इस पर वो सारे पार्टीशंस राइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड फ्रेंड्स अब यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरीज है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, धीरे धीरे उनके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर रहा है। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए स्किप कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हाईलाइट होके आए हैं उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन सा इन्वायरमेंट काली लिनक्स के साथ में इंस्टॉल करना चाहते हैं और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट जो काली लिनक्स के साथ आता है वो ये XFCE ही काली डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, तो ये बाय डिफॉल्ट काली लिनक्स में आता ही आता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जीनोम जो है उसको इंस्टॉल करें, बिकॉज वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और बहुत अच्छे से काम करता है। सो जीनोम पे भी हम टिक कर देंगे। एंड यहाँ पे जो टॉप 10 टूल्स लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं फिलहाल नहीं करूँगा बिकॉज सेटिंग अप लैब्स में हम कुछ और वीडियोस आगे देखने वाले हैं जहाँ पे हम अपने हिसाब से जो जो टूल्स रिक्वायर्ड है वो ही इंस्टॉल करेंगे।
सो मैं इसको अनटिक कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो टिक कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू करेंगे हम। सो यहाँ पे बेसिकली जितने भी टूल्स थे जो हमने ऑप्शन सिलेक्ट करे उनके बेसिस पे ये सारे टूल्स को इंस्टॉल कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पूछ रहा है कि इंस्टॉल दी GRUB बूट लोडर, तो ये GRUB बूट लोडर को ऐड करना है कि नहीं करना है ये हमसे पूछ रहा है। इसको हम ऐड करेंगे ताकि हमारा जो बूटिंग है वो इजीली हो जाए। यहाँ पे हमसे पूछेगा उस पार्टीशन का नाम जहाँ पे हमने काली इंस्टॉल करा है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे जो फिनिशिंग टच है वो दिया जा रहा है, बाकी कुछ लाइब्रेरीज को अपडेट करा जा रहा है, कुछ छोटी मोटी ग्रुप को ऐड करा जा रहा है। ये सारे काम अब यहाँ पे हो रहे हैं, इंस्टॉलेशन बस कंप्लीट होने ही वाला है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा जो इंस्टॉलेशन है कंप्लीट हो चुका है, हमें बस कंटिन्यू करना है एंड फिनिशिंग टच देके ये उसको रिबूट कर देगा। सो यहाँ आप देख पा रहे हो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गया। हम एक बार स्टार्ट कर देते हैं, जो आईडी पासवर्ड हमने रखा था यूजर नेम का वो हम डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा यूजर आ गया है, यहाँ पे हमें बस एंटर करना है, जो अपना पासवर्ड था, जो आपने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड डाल दीजिएगा। एंड यहाँ पे जो हमारा काइल लाइनक्स है ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है, ये स्टार्ट भी हो गया, आप देख सकते हैं। इंस्टॉलिंग हैकिंग स्क्रिप्ट्स टूल्स एंड वर्ड लिस्ट, तो यहाँ हम बेसिकली काइल लाइनक्स के अंदर कुछ टूल्स, वर्ड लिस्ट एंड उसकी कॉन्फ़िगरेशंस का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे आज हम लाइनक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद डिस्कवरी टूल को इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जो वर्ड लिस्ट है उनको डाउनलोड करेंगे एंड जो बर्बसूट हमारा टूल है उसको इंस्टॉल करेंगे। सो ये आज हमारा काम है, हम ये 4 चीजें प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोसेस जो कि है कॉन्फ़िगरिंग लाइनक्स, जिसमें हम लाइनक्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, उसकी सेटिंग सेट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे VMware वर्कस्टेशन को। यहाँ पे जैसे ही मैं इस बार पे क्लिक करूंगा मेरे को जो भी मेरी मशीन्स थी, वर्चुअल मशीन्स थी, वो शो हो जाएगी। तो लास्ट टाइम जो हमने WS क्यूब के नाम से काइल लाइनक्स इंस्टॉल करा था, सो उसको स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। सो यहाँ हमारा लाइनक्स स्टार्ट हो गया है, काइल लाइनक्स स्टार्ट हो गया। अब हमारा काम है कि इसको कॉन्फ़िगर करना है, यानी इसमें कुछ सेटिंग्स करना है जिसकी वजह से अच्छे से चले, हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस अब हम कर देते हैं। सबसे पहले हम काम करेंगे फ्रेंड्स, हमारा टर्मिनल ओपन करेंगे। सो यहाँ पे हमारा टर्मिनल स्टार्ट हो गया। सबसे पहला काम हम इसे रूट परमिशन दे देते हैं, पासवर्ड बता देते हैं एंड देन यहाँ में रूट परमिशंस मिल गई। आप देख सकते हैं डॉलर की जगह हैशटैग आ गया, तो अब हम एक रूट यूजर है। उसके बाद हमें बेसिकली सबसे पहला कमांड जो था वो apt-get अपडेट रन करना है। बट उससे पहले apt-get अपडेट क्या करता है, apt-get हमारी सोर्स लिस्ट को अपडेट करता है, जिसको हमने एग्जांपल के तौर पर समझा था कि अगर वो प्ले स्टोर को अपडेट कर रहा है, वो प्ले स्टोर के अंदर के ऐप्स को अपडेट नहीं कर रहा है। सो बेसिकली एक बार सोर्स लिस्ट जो है उसको चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है, अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सोर्स लिस्ट की डायरेक्टरी में जो कि है cd/etc/apt। ओके, सो ये apt डायरेक्टरी के अंदर बेसिकली हमें सोर्स लिस्ट पड़ी है, क्योंकि हमें apt की सोर्स लिस्ट को अपडेट करना है। देन हम ls टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी फाइल्स दिख रही है। हमें जिस फाइल को एडिट करना है या देखना है वो है source.list। ओके, सो हम करेंगे gedit source.list एंड एंटर। तो यहाँ पे हमने जैसे ही gedit source.list एंटर किया तो gedit ने बेसिकली नोटपैड फॉर्मेट में उस फाइल को ओपन कर दिया, ताकि हम उसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो कर सके या उसे पढ़ना है तो पढ़ सके। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि जितने भी हैशटैग के बाद URLs है या जो भी चीज़ें हैं ये सब तो कमेंटेड है, बिकॉज हैशटैग के बाद कोई भी अगर फॉर्मेट कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो वो कमेंट कहलाती है। बट यहाँ पे एक URL है, एक जो सोर्स लिस्ट की लिंक है वो ओपन है। बट होना क्या चाहिए फ्रेंड्स, ये जो दोनों हैं ये दोनों ओपन होनी चाहिए। जो नीचे आपको डेब src दिख रही है ये भी ऑन होनी चाहिए। तो हम इसके आगे से हैशटैग हटा देंगे, इसे Ctrl+S से सेव करेंगे या फिर आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं एंड क्लोज कर देंगे। अब जो हमारी सोर्स लिस्ट है वो बिल्कुल सही है, जो 2 URLs उसमें होने चाहिए, जो 2 सोर्स लिस्ट की फाइल्स वो उसके अंदर है। सो हम apt-get अपडेट कमांड को रन करेंगे, apt-get अपडेट एंड देन एंटर। यहाँ मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, सो अपडेट अपना काम कर रहा है, जो रिपोजिटरी फाइल्स है, जो URLs है उनको अपडेट कर रहा है ये। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि apt-get अपडेट ने अपना काम कर दिया है, उसने जो रिपोजिटरी फाइल्स थी उनको अपडेट कर दिया है। नेक्स्ट हमारा काम है apt-get अपग्रेड करना, ताकि जितने भी सॉफ्टवेयर जिसमें इंस्टॉल है वो एक बार अपडेट हो जाए। ये नेसेसरी है फ्रेंड्स, इसको करने से हमें काफ़ी सारी चीज़ों में आसानी होगी, काम अच्छे से होगा। सो एक बार apt-get अपग्रेड कर दीजिएगा, UPGRADE apt-get अपग्रेड एंड देन एंटर। सो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि या तो आप येस करेंगे या नो करेंगे, या तो आप इसको कंटिन्यू करके अपडेट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। ये बता रहा है कि कितने साइज की आर्चिव जो है ये डाउनलोड करेगा। तो यहाँ पे ओके मैं येस कर रहा हूँ बिकॉज मैं अपडेट करना चाहता हूँ फिलहाल।
तो अब जितने भी टूल्स, लाइब्रेरीज, पैकेजेस हैं हमारे काई लाइनेक्स में इंस्टॉल, वो सारे अपडेट होंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही apt-get अपग्रेड कमांड अपना काम कर लेता है, वो प्रॉपर अपग्रेड कर देगा सारी चीज़ें, और उस बीच अगर कुछ रुक जाता है तो ये टिप है बेसिकली कि अगर आपका apt-get अपग्रेड कमांड रन करने के बाद किसी भी कोई हर्डल आता है बीच में, किसी भी वजह से जो आपका अपडेट कमांड काम कर रहा था वो रुक जाता है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी apt-get अपग्रेड कमांड को वापस से रन कर देना है, तो वो उसी जगह से अपना काम चालू करेगा जहाँ पे वो अटका था। यानी मान लीजिए आपका 60% जो डाउनलोड था, एप्लीकेशन अपडेट था, वो हो गया है और उस बीच वो रुक जाता है, तो आप जैसे ही आप apt-get अपडेट कमांड को वापस रन करेंगे तो आपका जो अपडेट था वो वापस चालू हो जाएगा। सो ओके, अपग्रेड हमारा काम हो गया है बेसिकली। तो जो सिस्टम का अपडेट और अपग्रेड का काम था वो कंप्लीट है। अब हमारा काम है डिस्कवर नाम की टूल को इंस्टॉल करना है। क्या काम करता है ये अपन आगे देखेंगे, अभी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। तो डिस्कवर नाम की टूल को हमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको ब्राउजर पे जाना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है डिस्कवर गिटहब। बेसिकली हम लाइनेक्स के लिए ज़्यादातर जो भी चीज़ें इंस्टॉल या डाउनलोड करेंगे वो गिटहब से ही करेंगे। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे फर्स्ट जो URL दिख रहा है उसी पे क्लिक करना है आपको। सो ये जो आपको सामने शो हो रहा है ये डिस्कवर की सारी फाइल्स हैं, आपको इसी को इंस्टॉल करना है। बेसिकली सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एंड देन यहाँ अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको इसको इंस्टॉल करने का जो भी प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे शो कर देगा कि डाउनलोड कैसे करना है एंड उसके बाद उसको इंस्टॉल कैसे करना है। update.sh फाइल को रन करना है एंड देन जो डिस्कवर की मेन फाइल है उसको रन करना है। सो ठीक है, इसको सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे। हम इस कोड पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने URL आ जाएगी गिटहब की। हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से और कॉपी करने के बाद हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे एंड यहाँ पे हम उस फोल्डर में जाएंगे अब जहाँ पे हम चाहेंगे कि जो भी फाइल्स हम डाउनलोड कर रहे हैं गिटहब से वो वहाँ पे डाउनलोड हो। सो हम CD करके डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे एंड यहाँ पे फिलहाल 2 फाइल्स पड़ी है, एक बर्बसूट की फाइल, एक टॉरगोस्ट की है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। तो अपन डाउनलोड कर लेते हैं git clone, git स्पेस clone एंड देन जो URL है वो पेस्ट करना है एंड जैसे आप एंटर करेंगे सो बेसिकली क्लोनिंग स्टार्ट कर देगा, यानी उस URL के जरिए जो फाइल्स थी उनको यहाँ पे डाउनलोड करेगा। तो यहाँ से डाउनलोड कर दिया, ls करके देख लेते हैं। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि डिस्कवर नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया जिसके अंदर वो सारी फाइल्स हैं। तो CD डिस्कवर करेंगे अपन एंड यहाँ पे वो सारी फाइल्स लिस्टेड है जो हमने वहाँ देखी थी गिटहब की पेज पे। सो हमें क्या करना है, update.sh को रन करना है। तो हम करेंगे // जो कि sh फाइल्स को रन कर देता है एंड लिखेंगे update.sh एंड एंटर करते ही बेसिकली जो फाइल थी update.sh उसके अंदर जो भी प्रोग्राम थी, जो भी फाइल्स उसको डाउनलोड करनी थी, जो भी डिस्कवर को पैकेजेस नीडेड थे, वो सारे काम यहाँ पे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली इसने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये पहले काली को अपडेट करेगा, देन अपग्रेड करेगा, उसके बाद जितने भी डिस्कवर के टूल्स हैं या स्क्रिप्ट्स हैं या फिर पैकेजेस हैं उनको डाउनलोड करेगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा डिस्कवर था ये इंस्टॉल हो गया है। अब हमें बस इस डिस्कवर को रन करना है, तो उसके लिए हम ls टाइप करेंगे एंड ls में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ discover.sh करके फाइल मिल रही है। सो हम इस फाइल को Ctrl+Shift+C करके कॉपी कर लेंगे एंड / करके इसको रन करेंगे Ctrl+Shift+V के बाद। सो / एंड फाइल का नाम लिखते हैं, हम जैसे ही एंटर करेंगे ये फाइल बेसिकली रन हो जाएगी। और यहाँ पे अब हमसे पूछ रहा है कि हम कैसे स्कैनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्कवर था वो इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट जो हमें करना है वो है वर्ड लिस्ट इंस्टॉल करनी है, एक ऐसी वर्ड लिस्ट जिसमें हमें हर चीज़ मिल जाए, हमारी आधी से ज़्यादा स्कैनिंग आसान हो जाएगी उस वर्ड लिस्ट के जरिए। तो ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड लिस्ट है, यानी एक फोल्डर है जिसमें अलग अलग तरीके की वर्ड लिस्ट है, हम वो डाउनलोड करेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जिसका नाम है सेकलिस्ट मास्टर। सो हम जाएंगे गिटहब पे, यहाँ पे लिखेंगे सेकलिस्ट मास्टर एंड एंटर कर देंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे गिटहब की URL आ गई है सेकलिस्ट की। तो हम इसमें जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कवरिंग, फजिंग एंड हर चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे जो बेसिकली वर्ड लिस्ट है वो आपको अवेल हो जाएगी। लाइक पासवर्ड्स, किसी के अगर कभी पासवर्ड्स लीक हुए हैं तो वो सारे भी आपको यहीं मिलेंगे। तो ये वर्ड लिस्ट जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। हम इस गिटहब लिंक को कॉपी करेंगे एंड देन हमारे टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ Ctrl+C से मैं इसे क्लोज कर दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फाइल है इसको हम जो डाउनलोड कर रहे हैं, यानी ये जो वर्ड लिस्ट है इसको हम डाउनलोड करेंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में। तो उसके लिए मैं एक स्टेप बैक आऊँगा एंड एक और स्टेप बैक आऊँगा। तो अब मैं WSCubeTech में हूँ, ls करूँगा तो मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे डाउनलोड्स डेस्कटॉप सारे फोल्डर्स हैं। तो मैं करूँगा CD डेस्कटॉप या डॉक्यूमेंट्स
एंड यहाँ पे मैं git clone के कमांड को लिखूंगा git clone एंड उस URL को पेस्ट कर दूंगा। सो यहाँ पे ये जो हमारी सेटलिस्ट थी ये डाउनलोड हो रही है यानी क्लोनिंग हो रही है। तो जो भी वो फाइल्स हम देख पा रहे थे वो सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी और उसके बाद हम उसे फ्यूचर में यूज करेंगे। जब तक ये डाउनलोड हो रही है स्टूडेंट्स, तब तक हम डिस्कवर के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कवर बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमारी हेल्प करता है। जो फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस का पार्ट था उसमें हमारी हेल्प करता है। डिस्कवर हर थर्ड पार्टी सोर्स, हर सोर्स के जरिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो गैदर करके हमें लाके देता है। वो DNS टेस्टिंग करता है, वो सब कुछ करता है। वो DNS लुकअप और हर चीज़ ट्राई करके हर एरिया से हर API को यूज लेके हमें सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके दे देता है। ये बेसिकली रेकॉन NG को साथ में लेके काम करता है और उसी के साथ कुछ और भी स्क्रिप्ट से यूज में लेता है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बहुत ज़्यादा आती है। सो डिस्कवर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में काफ़ी हेल्पफुल टूल है, इसलिए हमने डिस्कवर को अभी इंस्टॉल किया है। एंड ये जो सेकलिस्ट है इस बेसिकली सेकलिस्ट में जैसा कि हमने देखा हर तरीके की वर्ड लिस्ट हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम डाउनलोड करेंगे बर्बसूट को। सो बर्बसूट को डाउनलोड करने के लिए जो URL है, जो लिंक है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैं बर्बसूट प्रोफेशनल की है, जिसके साथ कुछ फाइल्स भी है जो उसके क्रैक में हेल्प करेंगे। सो यहाँ ये इसको मैंने बुकमार्क कर रखा है, मैं ये आपसे लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस बर्बसूट को डाउनलोड कर लेना है। ओके, सो मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ एंड मैं डाउनलोड एनीवे पे क्लिक कर दूंगा। सो बेसिकली मेरे पास ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आपको इस फाइल को डाउनलोड करना है, अपने टर्मिनल में जाना है, रूट परमिशंस देनी है एंड देन आपको डाउनलोड्स के फोल्डर में जाना है, बिकॉज हम जो भी फाइल डाउनलोड करते हैं फायरफॉक्स से वो डाउनलोड फोल्डर में पड़ी होती है। तो CD डाउनलोड्स ls करके देखेंगे तो यहाँ burbsuit.zip नाम से पड़ी है। इसको अनजिप करना है तो हम लिखेंगे अनजिप एंड देन फाइल का नाम। सो यहाँ पे अब हम ls करके देखेंगे तो burbsuit नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, यानी अनजिप होगी ये फाइल। सो हम उसमें जाएंगे एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फाइल्स पड़ी है। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, ये बर्बसूट का प्रोफेशनल वर्जन है, हमें इसे रन करना है, इसे इंस्टॉल करना है। बट इसमें क्या है, बेसिकली हमें इसे पहले क्रैक भी करना पड़ेगा। सो उसको करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए। हम एक बार प्रोसेस फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें addition.jar फाइल जो है उसको रन करना है, क्योंकि ये जार फाइल यानी जावा की फाइल है। सो इसको रन करने के लिए हम लिखेंगे जावा एंड जो इसका एक्सटेंशन है -jar एंड उसके बाद इस फाइल का नाम। एंड यहाँ पे हम साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि ये जो java-jar है इसके अंदर नो वेरीफाई हम एक ऑप्शन डालेंगे ताकि ये कोई भी वेरिफिकेशन ना मांगे। सो हम यहाँ पे java-no verify लिखेंगे, java-no verify एंड देन -jar और उसके बाद एंटर। तो बेसिकली हमारी जो ESC एडिशन है जो बेसिकली हमें बर्बसूट को क्रैक करने में हेल्प करेगी, ये हमने रन कर दिए। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि क्या हमारा जो जावा का वर्जन हमारी काइलाइन्स में इंस्टॉल है क्या वो बर्बसूट के साथ कॉम्पैटिबल है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रन बटन है इस रन बटन पे क्लिक करेंगे। मैं इसको फुल डिस्प्ले कर देता हूँ। सो हम यहाँ पे इस रन बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये चेक करेंगे कि क्या इस रन बटन पे क्लिक करने से बर्बसूट स्टार्ट हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारा जो बर्बसूट है वो क्रैक हो जाएगा। सो यहाँ पे हम रन पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं एंड यहाँ पे रन पे क्लिक करने के बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो उस केस में और हमें एरर अभी पता नहीं पड़ी है, तो एरर को देखने के लिए हम सबसे पहले इस फाइल को क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम जो बर्बसूट फाइल थी उसको रन करेंगे जिसका नाम था बर्बसूट प्रो एंड जार फाइल जो थी। सो हम उसको रन करेंगे अब। सो यहाँ फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो कि ये जो जावा का वर्जन है फिलहाल ये 11.0.11 है, जो कि यहाँ नीचे बता रहा है कि बर्बसूट का जो पुराना प्रो वर्जन है ये उसमें टेस्टेड नहीं है, तो ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें जो जावा का पुराना वर्जन होता है लाइक 8 के अप्रॉक्स वो डाउनलोड करके उससे रन करना पड़ेगा। सो हम पहले वो करेंगे। अब हमें बेसिकली जावा का पुराना वर्जन डाउनलोड करना है। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, Ctrl+C से कोई भी प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। अब हमारा काम है हमें देखना है कि हमारे पास जावा के कितने वर्जन इंस्टॉल्ड है। सबसे पहले तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे update-alternative स्पेस -- सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जावा का कोई भी वर्जन यहाँ पे अवेल नहीं है। देयर इज नो अल्टरनेटिव इन जावा। सो जावा का कोई और वर्जन अवेलेबल ही नहीं है इसमें। तो हमारा पहला काम है कि जो जावा का 8th वर्जन है या कोई भी दूसरा वर्जन है उसे डाउनलोड करना।
तो 8 जो है वो काफ़ी ठीक है, कंपैटिबल है, तो हम उसे डाउनलोड करेंगे। उसको डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउज़र में एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे जावा JDK 8। ओके, सो हम ये ओपन लॉजिक्स की जो वेबसाइट है यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जावा के सारे वर्जन और जो भी फाइल हमें चाहिए, JDK चाहिए, JRE चाहिए, सारी फाइल शो कर रहा है। सो हमें चाहिए बेसिकली 8th वर्जन एंड यहाँ जो चल रहा है ये 11th वर्जन है। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे 8th वर्जन हमारे सामने आ गया है। हमें 8th वर्जन JDK चाहिए, सो JDK फाइल हमें मिल जाएगी यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें जो JDK फाइल चाहिए वो Linux 64 बिट चाहिए, 32 64 दोनों बिट से। ओके ग्रेट, एंड यहाँ पे हम डेव फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे सेव करेंगे हम इस फाइल को एंड सेव करने के बाद जो बेसिकली फाइल डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी और ये डाउनलोड होगी हमारे डाउनलोड फोल्डर में ही। ओके, सो अब हम वापस हमारे टर्मिनल पे चलते हैं एंड क्योंकि अभी जो हमारी डायरेक्टरी करंट डायरेक्टरी है वो बर्बसूट, आप PWD लिख के भी चेक कर सकते हैं। करंट डायरेक्टरी हमारी बर्बसूट है। हम CD स्पेस डॉट डॉट दबाएंगे एक डायरेक्टरी बैक आने के लिए एंड LS करके देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको ये ओपन लॉजिस्टिक की जो फाइल थी ओपन JDK की यहाँ दिख रही है। तो अब हमें इस फाइल को इंस्टॉल करना है। इस फाइल को इंस्टॉल कैसे करेंगे हम, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे dpkg स्पेस -i फॉर इंस्टॉलेशन एंड देन उस फाइल का नाम एंड एंटर। तो जैसे हम एंटर करेंगे बेसिकली ये डेव फाइल को इंस्टॉल कर देगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा JDK 8 था ये डाउनलोड हो चुका है। नाउ हम जो हमारा लास्ट कमांड था जिसमें हम जावा के वर्जन चेक कर रहे थे या सिलेक्ट कर रहे थे, हम उसको वापस रन करेंगे अपडेट डैश अल्टरनेटिव। अपर एरो से आप लास्ट आपने जो भी कमांड लिखा है आप उस पर जा सकते हैं, जो हमारे एरोज होते हैं अप डाउन, तो वहाँ से आप अब अपर एरो दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट क्या कमांड लिखा था। उसके अलावा आप हिस्ट्री कमांड लिख के भी अपने सारे कमांड चेक कर सकते हैं जो कि अभी हम देख लेंगे। सो यहाँ पे अपडेट डैश अल्टरनेटिव डैश कॉन्फिग जावा हम रन करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेरे को 3 ऑप्शन शो कर रहा है। ऑप्शंस में से जो भी सिलेक्ट करूंगा वो जावा का वर्जन बेसिकली यूज आएगा। सो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है हमारा नंबर 2, वहाँ पे JDK 8 की हॉटस्पॉट फाइल है तो हम उसे रन करेंगे। हम लिखेंगे 2 एंड देन एंटर करेंगे। सो बेसिकली अब ये फाइल सिलेक्ट हो गई है। एक बार फिर रन करके देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं इसके आगे स्टार आ रहा है, यानी फाइल जो है ये सिलेक्ट हो गई है। सो हम वापस एंटर कर देंगे एंड देन अब हमारा काम है हम वापस से उस ES एडिशन फाइल को रन करेंगे। तो हम LS करके देख लेते हैं। अभी हम डायरेक्टली बर्बसूट के बाहर है, हम बर्बसूट के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो ES एडिशन वाली फाइल थी उसको रन करेंगे। ओके, सो जावा डैश नो वेरीफाई डैश जार ES एडिशन डॉट जार। ओके, सो यहाँ पे फाइल रन हो गई। अब जैसे ही फ्रेंड्स मैं रन बटन पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं बर्बसूट यहाँ उसी वक्त स्टार्ट हो गया है, यानी ये फाइल अच्छे से काम कर रही है। सो यहाँ पे हमारा बर्बसूट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको हम बेसिकली क्रैक करेंगे ताकि हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकें। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं, जो बर्बसूट के नए वर्जन आए हैं हमने जानबूझ करके एक पुराना वर्जन लिया है और प्रोफेशनल वर्जन लिया है, बिकॉज जो नए वर्जन आए हैं उन वर्जन के अंदर हमें स्पाइडर ऑप्शन और कई सारे जो अच्छे ऑप्शन है वो नहीं मिल रहे हैं। सो इस वजह से हम पुराना वर्जन यूज करेंगे ताकि स्पाइडरिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है एथिकल हैकिंग हमारी टेस्टिंग के अंदर। सो हम इसीलिए पुराना वर्जन नहीं ले रहे हैं। मैं भी आपको ये रिकमेंड करूँगा आप न्यू वर्जन पे मत जाइएगा। सो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड देन यहाँ हमसे लाइसेंस की मांग रहा है। सो यहाँ जो आपको की दिख रही है हम Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे Ctrl+V एंड देन नेक्स्ट। देन हम मैनुअल एक्टिवेशन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो कोड आ रहा है इसे हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ ये जो लास्ट कोड जनरेट हुआ है इस एक्टिवेशन कोड को हम यहाँ पेस्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक्टिवेशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। तो हमारा बर्बसूट अब प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो गया। ये बस वन टाइम प्रोसेस है, आपको एक ही बार एक्टिवेट करना है, उसके बाद आप डायरेक्ट रन करेंगे। इसे रन करने के लिए भी यहाँ पे एक फाइल प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। सो अब एक बार मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट बर्बसूट। बर्बसूट फ्रेंड्स एक ऐसा टूल है जो बेसिकली किसी भी रिक्वेस्ट को जो हम एक वेबसाइट या एक डोमेन की तरफ भेज रहे हैं इंटरसेप्ट कर सकता है और उसमें चेंजेस कर सकता है और हमें बहुत अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे लिए वेबसाइट टेस्टिंग बहुत आसान हो जाती है और बहुत इफेक्टिव भी हो जाती है। सो बर्बसूट जो है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी हेल्प करता है कि हम किसी भी वेबसाइट की पेनिट्रेशन टेस्टिंग बहुत ईजिली कर सके। सो हम इसी को यूज लेने वाले आगे, इसलिए हमने इसे इंस्टॉल किया आज। तो बर्बसूट यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो गया है। हम इसको अच्छे से आगे देखेंगे इसमें क्या क्या ऑप्शंस है, उसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इस फाइल को भी क्लोज कर दूंगा और आपको बता देता हूँ कि इसको रन कैसे कर सकते हैं।
सो जैसे ही हम ls लिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं पहली फाइल आ रही है burp.sh। ये वो फाइल है जिसके जरिए हम हर वक्त बर्प सूट को ऑन कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सो इसके अंदर बेसिकली वही कमांड लिखा हुआ है जो कि उस बटन पे था, रन बटन के आगे। तो ये कमांड क्या कर रहा है, बेसिकली बर्प सूट की जो फाइल थी उसे रन कर रहा है। तो हमें जब भी हम आएंगे हमें बस /burp.sh लिखना है एंड इस पर क्लिक करते ही हमारा बर्प सूट स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपने इसको एक्टिवेट रूट में किया है, तो जब भी आप बर्प सूट को चला रहे हैं आप रूट परमिशन में ही चलाएं। जैसे कि अभी मेरा हैशटैग दिखा रहा है आपको कि मैं रूटेड हूँ और रूटेड परमिशन में ही मैं बर्प सूट को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आप भी वैसा ही करें। अगर आप नॉर्मल यूजर में करते हैं तो फिर आप वो नहीं चलेगा, वापस आपसे एक्टिवेशन कोड मांगेगा बिकॉज आपने उसे एक्टिवेट रूट परमिशन में किया था। तो यहाँ बर्प सूट स्टार्ट हो गया, मैं इसे कैंसिल करके क्लोज कर रहा हूँ बिकॉज हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो चुका है। लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे कंप्यूटर में हमारे जो लाइनक्स मशीन है वहाँ पे कंप्लीट एनोनिमस सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, जिसमें हम प्रॉक्सी, वीपीएन और मैक एड्रेस चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पे आज पहला चीज जो करने वाले हैं वो कॉन्फ़िगर करेंगे हमारी प्रॉक्सी को। देन उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे वीपीएन्स को, यानी वीपीएन्स की सेटिंग्स चेंज करेंगे, उनको सही सेट करेंगे। देन हम चेंज करेंगे मैक एड्रेस को एंड देन उसके बाद हम जो कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे जो कि हमारी हेल्प करेंगे इन सारे प्रोसेस को ऑटोमेटिक रन करने में। जो हम शेल प्रोग्रामिंग करेंगे वो शेल प्रोग्राम्स हमारी मदद करेंगे। तो जितने भी हम ये प्रोग्राम्स बना रहे हैं, यानी जो हम टेस्ट वीपीएन चेंज कर रहे हैं, जो मैक एड्रेस चेंज कर रहे हैं, वो हमारी ऑटोमेटेड वर्क में हेल्प करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं सबसे पहली चीज़ कि हम प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं, यानी प्रॉक्सी सेटिंग्स कैसे अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हमारे टर्मिनल को ओपन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारा टर्मिनल ओपन कर दिया। अब जो हम यहाँ पे पहली चीज़ चेक करने वाले हैं वो ये है कि क्या हमारे होस्ट नेम सही है कि नहीं है। ये वही होस्ट नेम है जो हम काली लाइन जब इंस्टॉल कर रहे थे तब मैंने बताया था कभी भी काली नहीं रखना चाहिए, विंडोज़ रखना चाहिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ और साथ ही साथ हम इसको मैन्युअली चेंज भी कर सकते हैं। यानी इंस्टॉलेशन के वक्त अगर आपने वहाँ पे बाय डिफॉल्ट काली ही रखा है, होस्ट नेम जो था आपने चेंज नहीं करा है, तो हम उसे मैन्युअली यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जिससे हम अनोनिमस रह सकते हैं। यानी जब हम किसी भी सिस्टम की स्कैनिंग करते हैं तो जो वहाँ पे होस्ट नेम जाएगा वहाँ एक नॉर्मल यूज़र की तरह विंडोज़ जाएगा। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट परमिशंस देंगे एंड यहाँ पे हम लिखेंगे gedit etc डायरेक्टरी में जाएंगे एंड उसके अंदर होस्ट नेम नाम की फाइल है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो हम होस्ट नेम फाइल में चले जाएंगे। फाइल हमने ओपन करी, यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज़ लिखा हुआ है। सो बेसिकली कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पे काली नहीं लिखा हुआ है। पहली चीज़ हमें यही चेक करनी थी। सो हम इसे वापस से सेव करके क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट काम है हमारा होस्ट चेक करना। सो हम यहाँ पे HOSTS लिख के एंटर करेंगे एंड हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी विंडोज़ ही लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ऐसी किसी भी जगह पे काली या कोई भी ऐसा नाम ना आ रहा हो जो आपको अनोनिमस रहने में हेल्प ना कर सके, जो आपको इजीली सबको विजिबल कर दे। सो यहाँ पे सारी सेटिंग सही है। अगर नहीं आपके यहाँ काली लिखा हुआ है तो आप काली को हटा के विंडोज़ लिख सकते हैं। सो ओके, मैं इसे वापस सेव करके क्लोज कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे जो हमने बेसिक होस्ट नेम और होस्ट था उससे सही कर दिया है। अब हमारा काम है कि हम जो काली की टॉर ब्राउज़र प्रॉक्सीज है या प्रॉक्सीज है उनको सही करें। सो स्टूडेंट्स, प्रॉक्सी चेंज जो है उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सबसे पहले उसकी फाइल में जाएंगे। cd/etc डायरेक्टरी में जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे proxychange.config नाम से फाइल है कि नहीं है। मेरे केस में यहाँ पे proxychange4.config है, आपके proxychange.config भी हो सकती है। अगर आपके proxychange.config नाम की फाइल नहीं मिल रही है तो आप मेरी तरह proxychange4.config को ऑन कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे gedit एंड देन उस फाइल का नाम एंड एंटर। सो यहाँ पे जो फाइल है ये ओपन हो गई है। बेसिकली अब हमें करना क्या है कि इस फाइल के अंदर ये जो आप लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे प्रॉक्सीज ऐड हुई हुई है। हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों के जो है ये जो स्ट्रिक्ट चेन है ये होगा हैशटैग से बाहर और डायनेमिक चेन होगा कमेंटेड। सो ऐसा आपको फाइल शो हो रही होगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट चेन है उसको सबसे पहले आपको कमेंट करना है। ओके, एंड ऊपर जो डायनेमिक चेन है उसका जो आगे हैशटैग लगा हुआ है जो उसको कमेंट कर रहा है उसको हटा देना है। सो बेसिकली डायनेमिक चेन का जो फंक्शन है वो फॉलो होगा। एंड हम नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो प्रॉक्सी लिस्ट फॉर्मेट है ये आपको बता रहा है कि आप कैसे प्रॉक्सीज ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले उसका जो प्रोटोकॉल है वो डालेंगे आप, उसके बाद वो जो आईपी है जो पोर्ट पे है एंड देन अगर कोई आईडी और पासवर्ड है तो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। सो ये प्रॉक्सी ऐड करने का तरीका है। यहाँ पे नीचे कुछ प्रॉक्सीज ऐड हो रखी है। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे मैन्युअली कुछ प्रॉक्सीज ऐड करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे साइट पे
एंड यहाँ पे हम फ्री प्रॉक्सी लिस्ट या किसी भी प्रॉक्सी साइट पे चले जाएंगे जहाँ पे हमें प्रॉक्सी लिस्ट मिल रही है, काफ़ी सारी साइट्स मिलेगी आपको ऐसी। तो यहाँ पे हमें जाके बेसिकली करना है कि हम कुछ प्रॉक्सीज को सिलेक्ट करते हैं टेस्ट करने के लिए एक बार। सो यहाँ से हम कुछ थाईलैंड की और कुछ आगे की प्रॉक्सीज उठा लेते हैं, हम उसमें चेंजेस कर देंगे अपने हिसाब से। एंड ओके, सो इतनी प्रॉक्सीज एक बार के लिए बहुत है। एंड यहाँ लास्ट में आने के बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो हमें करना क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी जो प्रोटोकॉल है उसको यहाँ पे लिखना है, जो कि है HTTPS एंड देन टैब IP आ गई एंड देन पोर्ट आ गई। सो इस आगे की ये जो चीज़ है रिक्वायर्ड नहीं है, सो डिलीट। नेक्स्ट में सेम हमें जो करना है वो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसकी लिखनी है जो इसकी प्रोटोकॉल है, जो कि HTTP। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रोटोकॉल HTTP है। तो हम HTTP लिखने के बाद यहाँ पे एक टैब दे देंगे एंड यहाँ पे आगे की जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, सो हम डिलीट कर देंगे। सो फ्रेंड्स, हम इसे जो हमने HTTP सारी चीज़ें लिखी है हम इसे फॉर्मेट के हिसाब से पहले सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट के हिसाब से सेट कर देता हूँ इसको। ओके, सो इस फॉर्मेट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि सारे कैपिटल लेटर्स में हमने HTTP लिख दिया, आगे IP लिख दिया, उसके आगे पोर्ट लिख दिया। ID पासवर्ड की अभी फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी तो हमने ID पासवर्ड नहीं डाला है। हम इसको सेव करेंगे, हम इसे क्लोज करेंगे एंड देन हम इसे रन करने की कोशिश करेंगे। हम लिखेंगे प्रॉक्सी चेंज कर्ल और उसके आगे URL, ताकि हम टेस्ट कर सकें कि जो हमने प्रॉक्सी अप्लाई करी है, जो प्रॉक्सी चेंज डाली है, क्या वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम एंटर करेंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो IP आ रही है वो पहले अभी जो जर्मन की हमने IP डाली थी, जो प्रॉक्सी चेंज सेट हुई भी थी पहले से, वो आ रही है। और ऐसे ही ये स्विचिंग कर रही है अपनी IP, एक IP से सेकंड IP पे। हमारी जो प्रॉक्सी चेंज थी वो काम कर रही है। ये वो सारी IP आ रही है जहाँ पे हमने अप्लाई करा था। सो यहाँ पे बेसिकली किसी ना किसी प्रॉक्सी से ये सेट करके जो इसका आउटपुट है वो हमें शो कर देगा, बिकॉज काफ़ी सारी प्रॉक्सी चेंज होती है। जो प्रॉक्सी वर्क करेगा उसके हिसाब से हमें शो कर देगा आउटपुट। तो ये हमारी प्रॉक्सी चेंज काम कर रही है। मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम मैनुअल प्रॉक्सी अप्लाई कर सकते हैं। हम सही साइट से सही प्रॉक्सीज देख के अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये था हमारा मैनुअल तरीके से प्रॉक्सी चेन अप्लाई करना। अब हम कुछ टूल्स का यूज़ लेके इसको और ईजी भी बना सकते हैं। एक टूल है जिसका नाम है प्रॉक्सी घोस्ट, यानी स्क्रिप्ट है बेसिकली ये। सो हम इसे ज़रूर डाउनलोड करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से काम करती है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। सो हम इसे इंस्टॉल करते हैं। हम लिखेंगे टॉर घोस्ट गिटहब एंड एंटर करेंगे। सो यहाँ पे आपको इसका ये URL मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन हम जाएंगे इस पे, हम देख सकते हैं यहाँ पे इसकी फाइल्स है, नीचे से रन करने का पूरा प्रोसेस भी बताया हुआ है हमें। ओके, सो सबसे पहले build.sh को रन करना है एंड देन जो हमारी फाइल है वो अपना ऑटोमेटिकली रन हम कर सकते हैं उसके बाद पाइथन फाइल को। सो हम इस कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से, और जो हमारा प्रोसेस रहता है कि हम सबसे पहले डाउनलोड्स फोल्डर में जाएंगे। मैं एक न्यू टैब खोल लेता हूँ। ओके, यहाँ रूट परमिशंस दूंगा एंड मैं जाऊँगा डाउनलोड्स फोल्डर में। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं लिखूंगा git clone एंड जो URL थी वो पेस्ट कर दूंगा Ctrl+Shift+V से। ओके, सो ऐसे ही आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये जो टॉर घोस्ट है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर टॉर घोस्ट नाम की फाइल आपको दिख रही होगी। सो आप जैसे ही क्लिक करके एंटर करेंगे आपकी टॉर घोस्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको कोई इशू आता है, अगर आपको गिट इंस्टॉल नहीं है, तो आप apt-get इंस्टॉल गिट करके इस कमांड को ईजिली रन कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ एंड अब हम जाएंगे टॉर घोस्ट की फाइल में। तो हम लिखेंगे cd टॉर घोस्ट एंटर ls। सो यहाँ ये इसकी फाइल्स है। जो सबसे पहला प्रोसेस है वो build.sh फाइल को रन करना है, यानी $build.sh लिखेंगे हम एंड एंटर करेंगे। सो बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसको कर रखा है, सो ये आपकी जो भी सॉफ्टवेयर या इसको जो भी फाइल्स चाहिए रिक्वायर्ड है ये सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। बीच में आपके एक एरर आ सकता है पाइथन का, कोई इशू नहीं है। जो एरर आता है आप उसे आने दीजिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऐसी आपकी एक एरर आ सकती है, आप इसे इग्नोर करिएगा। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, डायरेक्ट अब इस फाइल को रन करेंगे जहाँ पे हम लिखेंगे Python 3, यानी पाइथन के 3rd वर्जन से हम इसे रन करेंगे। एंड यहाँ पे हम इस फाइल का नाम लिखेंगे जो कि है torghost.py एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि टॉर घोस्ट स्टार्ट हुआ है और उसकी हमें कुछ हेल्प्स यानी कुछ ऑप्शन शो हुए उसको यूज़ करने के लिए। तो -s अगर हम यूज़ करते हैं, -s अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है उसे स्टार्ट करना है।
एंड उसके बाद हमारे पास है -x टू स्टॉप, तो ये दो ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है। सो हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। -s जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे कंप्लीट सिस्टम में जो प्रॉक्सी चेंज है उसको सेट कर देगा, अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएगा, एंड देन आफ्टर इसने जो हमारी आईपी है ये स्विच कर दी है, आईपी चेंज कर दी है, हमारी करंट आईपी अब कुछ और दिखा रहा है। सो देखते हैं हम वॉच माई आईपी में जाके क्या हमारी आईपी चेंज हुई है और कहाँ की हुई है। सो यहाँ पे हम watchmyip.com लिखेंगे, एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अब हमारी आईपी शो कर रहा है ये जर्मनी की शो कर रहा है। सो इसने बेसिकली आईपी स्विचिंग जो है यानी प्रॉक्सी जो है वो अच्छे से सेट करी है। यहाँ पे हमारी प्रॉक्सी चेंज होती जाएगी, एंड ये था टॉरगोस जो कि हमारी प्रॉक्सी चेंज कर रहा है, हमें आईपी चेंज कर रहा है, जो हमें सिक्योर भी रख रहा है। अब फ्रेंड्स हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है वीपीएन, यानी वीपीएन कॉन्फ़िगरेशंस। और वीपीएन और प्रॉक्सीज में बेहतर कौन है और किसे यूज़ करना चाहिए और किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को यूज़ नहीं करना है तो क्यों नहीं करना चाहिए, तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो वीपीएन बेसिकली फ्रेंड्स एक ऐसी आईपी है जो हमें अलॉट हो जाएगी, हम यूज़ तो कर लेंगे बट वो वर्नेबल ज़्यादा होती है, एक प्रॉक्सी लिस्ट से कम सिक्योर होती है वीपीएन। क्यों? बिकॉज वीपीएन के अंदर एक वर्नेबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं डीएनएस लीक। वीपीएन के अंदर डीएनएस लीक की वर्नेबिलिटी होती है जो कि हमारी करंट आईपी और हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो कर सकती है। सो इसीलिए रिकमेंड यही करा जाता है कि आप वीपीएन यूज़ ना करें, बट हम एक बार वीपीएन का कुछ मैनुअल प्रोसेस देख लेते हैं कि हम वीपीएन मैनुअली कैसे चेंज कर सकते हैं और किसी टूल के जरिए कैसे चेंज कर सकते हैं। सो मैनुअली चेंज करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे cd etc डायरेक्टरी में जाएंगे, और etc डायरेक्टरी के अंदर हम जाएंगे d@cp डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पे हम ls लिख के देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फाइल्स आ रही है। सो यहाँ पे जो dhcp client.config फाइल आ रही है इसमें हमें चेंजेस करने हैं, इसमें बेसिकली वीपीएन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे gedit client.config एंड एंटर करेंगे। सो यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है। यहाँ पे फ्रेंड्स अपन को कुछ नहीं करना है, हमें सर्च करना है यहाँ पे प्रीपेंड, एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रीपेंड डोमेन नेम सर्वर ये जो हाईलाइट हुआ है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो कमेंटिंग है इसको हटाना है, हैशटैग को हटाना है ताकि कमेंट ना रहे, और ऐसे ही हमें यहाँ पे जो है जो आईपी लिखी हुई है वहाँ पे वीपीएन ऐड करनी है। सो मैं इसको 2-3 बार पेस्ट कर देता हूँ, बिकॉज ये रिकमेंड करा जाता है अगर आप वीपीएन यूज़ कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट उसे 3 बार चेंज करा जाए। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड्स इस आईपी की जगह हम वीपीएन ऐड करेंगे और हम इसको सेव कर देंगे। सो उसके बाद अगर हम वीपीएन सर्विसेज यूज़ करते हैं, सो DHCP सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा वीपीएन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो था फ्रेंड्स वीपीएन का। वीपीएन बेसिकली हम यूज़ रिकमेंड नहीं करते हैं बिकॉज प्रॉक्सी ज़्यादा सिक्योर रहती है, जो प्रॉक्सी चेन का जो पूरा सर्किट बनता है वो ज़्यादा सिक्योर है, उसको ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो इसीलिए हम प्रॉक्सी चेन्स को यूज़ में लेते हैं, एंड वीपीएन की जो वर्नेबिलिटी थी उसको भी आइए हम चेक कर लेते हैं कि वीपीएन में डीएनएस लीक कैसे होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले मैं एक्सटेंशन ऐड करूँगा वीपीएन सर्विसेज के लिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा, जब हम क्रोम में कोई एक्सटेंशन ऐड करते हैं तो वो एक्सटेंशन होता है, और जब हम यहाँ पे उसे ऐड करते हैं तो हम उसे एड ऑन कहते हैं। तो हम एड ऑन पे जाएंगे। सो जैसे ही हमने एड ऑन लिखा, यहाँ पे हम क्रोम वेब स्टोर, फायरफॉक्स वेब स्टोर पे आ गए हैं, यानी फायरफॉक्स के एड ऑन स्टोर पे। तो हम फायरफॉक्स के एड ऑन पे जाएंगे बिकॉज हमारा ब्राउजर जो है फायरफॉक्स है। एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ हम सर्च कर सकते हैं किसी भी एक्सटेंशन को। सो हमें फ्री वीपीएन का कोई एक्सटेंशन चाहिए, मैं बेटर नेट का यूज़ लेना सही समझूंगा। सो हम बेटर नेट का लिख देते हैं। ओके, सो यहाँ ही गया है। तो वीपीएन फ्री बेटर नेट जो है वो हम उसको ऐड कर रहे हैं। ओके, गॉट इट। सो यहाँ पे हमने एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया है वीपीएन्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे ये जो है अलग अलग ऑप्शंस दिखा रहा है मेरे को, तो फिलहाल मैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी में इसे करूँगा एक्टिवेट, कनेक्ट करूँगा, एंड देन मेरी आईपी चेक करूँगा। एंड फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं मेरी आईपी जो है वो दूसरी आ रही है, यूनाइटेड स्टेट्स की आ रही है, जैसे कि मैंने सेट करी है। अब मेरा काम ये देखना है कि क्या रियलिटी में वीपीएन में वल्नरेबिलिटीज होती है। तो मैं यहाँ पे एक साइट पे जाऊँगा dnsleaks.test.com, एंड यहाँ पे जाने के बाद जो मेरी वीपीएन है जो ऑटोमेटिकली जो मेरी आईपी है करंट वो ये ले लेगा, एंड मेरे को बोलेगा क्या आप इस पर कोई टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टेस्ट इस पर रन करते हैं और देखते हैं क्या ये रियलिटी में वल्नरेबल है कि नहीं है। उसी के साथ साथ हम एक और यहाँ पे लिख देंगे VPN टेस्ट, एंड यहाँ पे एस्ट्रल की VPN लीक टेस्ट का जो है पैनल हमारे सामने आ रहा है। सो हम इसे स्टार्ट कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमसे पूछा है कि आप कोई टेस्ट रन करना चाहते हैं। सो हम एक स्टैंडर्ड टेस्ट रन कर देते हैं यहाँ पे।
सो बेसिकली यहाँ पे इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी है एंड हम जाते हैं, देखते हैं डीएनएस लीक में क्या हमें कुछ मिला है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएनएस लीक में हमने जो एक नॉर्मल स्कैन रन किया था उसमें जो रिजल्ट आया है वो अच्छा है, उसने हमारी कुछ खास डिटेल नहीं की है। तो ये जो हमने वीपीएन फिलहाल ये जो आईपी यूज़ करी है इसमें कुछ खास वल्नरेबिलिटी अभी तक नहीं मिली है। एक बार हम एक्सटेंड कर देते हैं इस टेस्ट को और हम चलते हैं लीक टेस्ट जो हमने यहाँ पे करा था। ओके ग्रेट, सो बेटरनेट हमें जो वीपीएन प्रोवाइड कर रहा है काफ़ी अच्छी वीपीएन है, ये हमें प्रॉपर वल्नरेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ओके सो यहाँ पे हमें बेसिकली शो कर रही है जो भी हमें आईपी पे स्विच कर रही है वो यूएन की है, हमारी कोई पर्सनल आईपी नहीं जा रही है। तो ओके इस आईपी में जो है बेसिकली डीएनएस लीक नहीं है। वैसे ही अगर आप कोई भी वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो डीएनएस लीक टेस्ट उसका एक बार कर लीजिए, क्या वो वल्नरेबल है कि नहीं है, बिकॉज आपको काफ़ी सारी वीपीएन में वल्नरेबिलिटी ये प्रोवाइड हो जाएगी, मिलेगी आपको वल्नरेबिलिटी डीएनएस लीक की। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, डीएनएस लीक से आप उसकी करंट लोकेशन पे पहुंच सकते हैं जो भी पर्सन है। सो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन जहाँ पे हमने डीएनएस लीक, वीपीएन्स के बारे में समझा और कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स चेंज करी जिससे हम एनोनिमस रह सकते हैं। अब हमारा एक और पॉइंट बचता है जिसमें मैक एड्रेस चेंज करेंगे, बिकॉज डिवाइस में 3 तरीके की आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी। पहला उसका आईपी, दूसरा उसका मैक एड्रेस एंड तीसरा उसका जो ब्राउजर की डिटेल्स जाती है एक वेबसाइट को रिक्वेस्ट करते हुए। सो ये 2 चीज़ें आज हम चेंज करने वाले हैं। पहले हमने आईपी चेंज कर ली प्रॉक्सी या वीपीएन के जरिए, अब हम मैक एड्रेस को चेंज करेंगे। मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा काम बचता है उसमें हमें मैक एड्रेस चेंज करना है। मैक एड्रेस हम किस हिसाब से चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? बेसिकली फ्रेंड्स मैक एड्रेस या तो हमारी वाईफाई स्टिक, अगर हम वाईफाई से इंटरनेट चला रहे हैं तो उसका चेंज होगा, या फिर अगर हम हार्डवेयर केबल यानी इथरनेट से नेट चला रहे हैं तो हम उसका वाईफाई चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी क्योंकि मैं इथरनेट से कनेक्टेड हूँ, सो देख लेते हैं कि हम इथरनेट का वाईफाई कैसे चेंज कर सकते हैं। सो इसके लिए हम यहाँ सबसे पहले रूट परमिशन देंगे। ओके सो रूट परमिशन देने के बाद फ्रेंड्स मैक एड्रेस चेंज करना एक इथरनेट का, यानी जो हमारी इथरनेट केबल है उसका मैक एड्रेस चेंज करना बहुत आसान है। हम सबसे पहले IF कॉन्फ़िग लिखेंगे एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो अभी नेट चल रहा है ये इथरनेट के जरिए चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे इथरनेट की IP आ रखी है। सो यहाँ पे जो हमारा नेट चल रहा है इथरनेट के जरिए चल रहा है, उसका जो मैक एड्रेस है फिलहाल ये है 8A0363। सो ये इसका करंट मैक एड्रेस है। तो हम करना क्या है, हमें बस एक प्री इंस्टॉल टूल है मैक एड्रेस का, मैक एड्रेस चेंजर, जो कि हमारे काइल लिनक्स में इंस्टॉल्ड है, उसे रन करना है। तो हम लिखेंगे मैक चेंजर -हेल्प, ताकि हमें इसकी जो भी मैनुअल है, जो भी कमांड्स है वो शो हो जाए। सो यहाँ हम देख सकते हैं इसकी जो भी कमांड्स है, जो फंक्शन है वो शो हो गए हैं कि कैसे कैसे किस किस फंक्शन के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो काम की चीज़ें हैं वो ये है -S फॉर शो, अगर हमें शो करना है मैक एड्रेस। उसके बाद -E यानी एंडिंग, यानी जो मैक एड्रेस के लास्ट के 3 जो पेयर्स होते हैं इनको चेंज करना के, वो जो स्टार्टिंग के 3 पेयर्स जो बताते हैं कि मैक एड्रेस कौन सी कंपनी का है उसको चेंज ना करके उस मैक एड्रेस से अगर डिवाइस का पता जिसका पड़ता है उसको चेंज करना है। यानी जब एक मैक एड्रेस होता है तो उस मैक एड्रेस में जो 6 पेयर्स ऑफ डिजिट्स है, इसमें स्टार्टिंग के 3 पेयर्स ऑफ डिजिट्स बता देते हैं कि ये मैक एड्रेस किस कंपनी का है, किस एप्पल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, HP का है, किसका है। तो ये मैक एड्रेस किस कंपनी का है वो ये बता देंगे। लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो डिवाइस की इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये कौन सा डिवाइस है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स चेंज कर रहे हैं। यानी अगर हमारा HP का कंप्यूटर है तो HP का ही दिख रहा है, HP का लैपटॉप है तो HP का ही दिख रहा है, बट उसका जो डिवाइस नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो यानी हम कोई और डिवाइस दिख रहे हैं सेम कंपनी में। तो ऐसे ही हम चाहे तो स्टार्टिंग के अगर 3 डिजिट्स हम चेंज करते हैं तो हम दूसरी कंपनी का डिवाइस दिखेंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए अगर हम वेल नोन यहाँ पे ये जो अगर L लिखूँ मैं लिस्ट ऑफ कीवर्ड, सो ये बेसिकली मेरे को अगर मैं मैक एड्रेस के साथ यहाँ पे L लिखूँ जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, सो L क्या करेगा, मेरे को लिस्ट प्रोवाइड कर देगा रैंडम मैक एड्रेसेस, यानी कुछ वेंडर्स हैं उनके मैक एड्रेसेस की। तो मैं -L लिख के एंटर करूँगा तो अपन यहाँ देख सकते हैं कि जो स्टार्टिंग के 3 पेयर्स आ रहे हैं यहाँ पे ये सबके बता रहा है कि कौन सी कंपनी का क्या मैक एड्रेस है। जैसे कि इंटेल का अगर आप देखें तो ये है, और ऐसे ही सारे कंपनीज, ज़्यादातर हर एक कंपनी का जो रजिस्टर्ड है या फिर जो वेरीफाइड है उनका मैक एड्रेस जो होता है स्टार्टिंग का वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम किसी भी कंपनी में अपने कंप्यूटर को स्विच कर सकते हैं अगर कोई मैक एड्रेस हमें ट्रैक कर रहा है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अपना करंट मैक एड्रेस देख लेते हैं, मैक एड्रेस -S ETH0। तो जैसे ही मैं ETH0 मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज मेरे इंटरफेस का नाम ETH0 ही था, यानी जो मेरा हार्डवेयर था इथरनेट जिस नेट से चल रहा था उसका नाम ETH0 था, जो कि IF कॉन्फ़िग में मैंने देखा था। तो यहाँ पे जो मेरा करंट मैक एड्रेस है वो थोड़ा चेंज है, बिकॉज मैंने इसको एक बार रन करके देखा था अभी। एंड जो परमानेंट मैक एड्रेस है वो ये मैक एड्रेस है। अब परमानेंट मैक एड्रेस क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता है, यानी जैसे ही सिस्टम रिबूट होगा
उसी वक्त ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस है ये आ जाएगा। तो परमानेंट मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता। अगर मैं अभी भी यहाँ पे मैं मैक चेंजर से अगर -e यानी एंडिंग पार्ट ऑफ मैक एड्रेस चेंज करने की रिक्वेस्ट डालूं और लास्ट में इंटरफेस बता दूं, एंटर करूं, तो ये मेरा मैक एड्रेस तो चेंज कर रहा है। मैंने एक और बार रन करा, मैक एड्रेस तो चेंज कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा न्यू मैक एड्रेस है वो ये है, परमानेंट मैक एड्रेस मेरा यही है, और जो मेरा करंट मैक एड्रेस है वो ये है। सो जो हमारा मैक एड्रेस है वो तो चेंज हो रहा है, बट जैसे ही सिस्टम रिबूट होगा जो परमानेंट मैक एड्रेस था वही हमारा मैक एड्रेस शो होगा। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लॉजिकली कुछ सोचा कि क्यों ना, यानी जैसे ही सिस्टम रिबूट होता है मैक चेंजर की हेल्प से हमारे जो मैक एड्रेस है उसको चेंज कर दिया जाए। सो इस केस में क्या होगा, जितनी बार सिस्टम रिबूट होगा हमारा मैक एड्रेस अलग होगा और हमारा परमानेंट मैक एड्रेस कहीं शो नहीं होगा। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम करेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के जरिए। सो आइए देखते हैं शेल स्क्रिप्टिंग के जरिए हम जो हमारा इथरनेट है उसका मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में चले जाते हैं, बिकॉज जो हम मैक एड्रेस चेंज करने के लिए स्क्रिप्ट बनाएंगे, शेल स्क्रिप्ट बनाएंगे, वो हम डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में बनाएंगे। सो हम चलते हैं cd documents ls। सो डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो mac.sh है ये मैंने फाइल बनाई है चेंज करने के लिए। आइए इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो gedit लिख के मैं उस फाइल की एडिटिंग स्टार्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे बेसिकली हमारी जो टर्मिनल की डायरेक्टरी हमने यहाँ पे वो विजिट करी है जो शेल स्क्रिप्टिंग में हमें डालनी होती है। उसके बाद हमने हमारा कमांड लिखा है मैक चेंजर -e eth0 एंड इसको 3 बार इसलिए लिखा है फ्रेंड्स क्योंकि कोई भी चीज़ हो, अगर हम कहीं VPN ऐड कर रहे हैं, अगर हम मैक एड्रेस चेंज कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो उसको एटलीस्ट 3 बार परफॉर्म करना, भले हम मोबाइल रीसेट भी क्यों ना कर रहे हो, उसको 3 बार परफॉर्म करना काफ़ी सिक्योर और काफ़ी अच्छा माना जाता है। बिकॉज जो मैक एड्रेस होता है वो ओवरराइट होकर एक कंफर्म मैक एड्रेस चेंज हो जाता है, हमारा कोई भी पुराना मैक एड्रेस शो नहीं होता उस केस में। सो इसी वजह से हमने 3 बार इसको रन कर दिया है फॉर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस। सो बेसिकली ये हमारा एक शेल प्रोग्राम है जो कि मैक एड्रेस चेंज करेगा। तो आइए इसको रन करके देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो सेव कर दिया हमने, इसे क्लोज कर देते हैं एंड mac.sh जो फाइल है ये शेल स्क्रिप्टिंग फाइल है, इसको रन कैसे करेंगे हम, इसको हम रन करेंगे // से /mac.sh एंड देन एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्योंकि 3 बार उस कमांड को लिखा था, सो बेसिकली 3 बार उसने मैक एड्रेस को चेंज किया है। पहला मैक एड्रेस, यहाँ पे दूसरा मैक एड्रेस एंड देन तीसरा मैक एड्रेस। सो अब जो मेरा मैक एड्रेस है करंटली वो बिल्कुल ही चेंज्ड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं लिख सकता हूँ मैक चेंजर -s फॉर शो माई करंट मैक एड्रेस एंड एंटर करूंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा मैक एड्रेस आ रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब मेरा मैक एड्रेस चेंज हो गया है। अब हमारा काम ये है कि जैसे ही सिस्टम रिबूट होता है उसी वक्त मैक एड्रेस चेंज हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा, हमारा परमानेंट मैक एड्रेस कहीं शो ही नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये फ्रेंड्स हमारे पास एक प्री इंस्टॉल टूल है यहाँ पे cron टैब, जिसके जरिए हम ये कर सकते हैं। तो cron टैब में एडिटिंग ऑप्शन यानी cron के जरिए हम -e लगा के एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले लिखना है cron टैब फिर -e, देन हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसकी एडिटिंग फाइल खुल जाएगी, जिसमें ये जो बाय डिफॉल्ट पहली लाइन लिखी हुई आ रही है नहीं लिखी हुई आ रही होगी। सो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है यहाँ एंटर स्पेस जगह बना के आपको @reboot यानी जैसे ही सिस्टम रिबूट होता है तब इस ऑप्शन को परफॉर्म करना है, ये आप लिखेंगे। सो यहाँ पे हम @reboot लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो भी हमारा सिस्टम है वो रिबूट होते ही इसके आगे जो भी मैं कमांड या जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पे हम हमारी लोकेशन लिख देते हैं mac.sh की, इसका मतलब रिबूट होते ही mac.sh एग्जीक्यूट होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डायरेक्टरी जो कि है होम, WS क्यूब यूजर का नाम, उसके अंदर उसके पर्सनल फोल्डर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड देन mac.sh। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो करंट डायरेक्टरी थी जहाँ पे mac.sh बनी हुई थी, एक बार आप उसको चेक भी कर सकते हो। अगर आपको चेक करनी है कि आपकी करंट डायरेक्टरी क्या है, एक न्यू विंडो खोलो, हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में एंड देन ls। ओके, mac.sh यहीं पड़ी है तो हमें बेसिकली pwd लिखना है, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं होम के अंदर WS क्यूब एंड देन डॉक्यूमेंट्स, तो होम WS क्यूब डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइल का नाम mac.sh। सो हमने इसकी जो करंट लोकेशन है वो यहाँ पे एंटर कर दी, यानी रिबूट होते ही ये फाइल रन होगी। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए Ctrl O करेंगे एंड देन एंटर एंड Ctrl S करके एक बार क्लोज कर देते हैं। एंड यहाँ पे एक बार रूट परमिशंस फिर से दे देते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट कमांड लिखा था वो अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ अपडेट हो गया है, सेव हो गया है। हम इसे वापस क्लोज करेंगे Ctrl X से
यहाँ पे क्लोज हो गया। नाउ क्योंकि हमने क्रॉन टैब में ये जो हमारी लाइन थी जो एग्जीक्यूट करनी थी वो डाल दिया, फिर हमें बस इसके सर्विसेज को स्टार्ट करना है, जिसके लिए हम लिखेंगे सर्विस क्रॉन स्टार्ट। तो यहाँ क्रॉन सर्विस स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट हम जो कमांड रन करेंगे वो बेसिकली हेल्प करेगा हमारा कि जैसे ही सिस्टम रिबूट हो रहा है उसमें वो ऑटोमेटिकली रन हो। तो हम लिखेंगे systemctl enable cron services, इनेबल हो गई है, हम स्टार्ट भी कर ही देते हैं, स्टार्ट cron services। एंड इसके बाद हम कमांड रन करेंगे अपडेट rc.d। ये बेसिकली जो rc फाइल होती है उसको अपडेट कर देगा ताकि जैसे ही सिस्टम रिबूट होगा cron फाइल जो है ऑटोमेटिकली रन होगी। सो यहाँ पे हमने क्रॉन को स्टार्ट कर दिया है, systemctl का काम कर दिया है, अपडेट rc का भी काम कर दिया है। सो अब जैसे ही हम सिस्टम को रिबूट करेंगे हमारी जो mac.sh फाइल है वो एग्जीक्यूट होगी। बट बिफोर दैट आप लोग जैसे ही न्यू मैक फाइल बनाओगे, mac.sh फाइल बनाओगे, तो उसके पास बाय डिफॉल्ट रीड एंड राइट परमिशन ही होगी। वो कुछ आपको ऐसी शो होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक बार मैं से परमिशन ले लेता हूँ ताकि आपको जैसी शो होगी वो दिखे। -x से मैं परमिशन ले भी सकता हूँ, इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा आपके। सो ls करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं अब मैक एसएच नॉर्मली लिखा हुआ रहा है। हम ls-l लिख के चेक कर सकते हैं कि जितनी भी फाइल्स उनके पास क्या क्या परमिशन अवेलेबल है। सो यहाँ पे जो हमारी mac.sh है इसके पास केवल रीड एंड राइट परमिशन ही अवेल है। सो हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन प्रोवाइड करनी है। उसके लिए हम यूज में लेंगे chmod +x क्योंकि अब हमें परमिशन देनी है, और mac.sh। इस अगर आपके पास जो मैक्स फाइल है mac.sh फाइल जो आपने बनाई है उसके पास रीड एंड राइट परमिशन ही दिखा रहा है ls-l करके, सो आपको बेसिकली इसको mac.sh को एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है, जो कि आप ऐसे देंगे। अब जैसे ही मैं ls-l लिखूंगा सो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि ये जो mac.sh है इसके पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन आ गई है। अब मेरा काम क्या है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है, रिबूट होते ही एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो ठीक है, हम बस रिबूट करेंगे सिस्टम को। सो यहाँ पे हमारा सिस्टम रिबूट हो गया है। अब हम चलते हैं टर्मिनल में और जाके देखते हैं कि सिस्टम रिबूट हुआ, मैक एड्रेस नया अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम पहले रूट परमिशंस देंगे एंड यहाँ जो हमारा मैक चेंजर था -s यानी शो करिए ETH0 का मैक एड्रेस। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा परमानेंट मैक एड्रेस था वो 7112EA है एंड जो नया मैक एड्रेस अलॉट हुआ है वो डिफरेंट है। सो हमारा मैक एड्रेस चेंज हो गया है। तो अब जितनी बार भी मैं सिस्टम रिबूट होगा मेरे पास एक नया मैक एड्रेस होगा, यानी जो मेरा परमानेंट मैक एड्रेस है वो कभी कहीं भी शो नहीं होगा। तो ये तो था फ्रेंड्स जिसमें हमने देखा कि हम एक हार्डवेयर इथरनेट केबल जो होती है हमारी उसका मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो वाईफाई स्टिक होती है उसका मैक एड्रेस हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हम वाईफाई से इंटरनेट चला रहे हैं तो हमें जो मैक एड्रेस अलॉट हो रहा है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए हम उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले रूट परमिशन देने के बाद तो यहाँ जैसे ही मैं ifconfig लिख रहा हूँ तो मैं ये देख सकता हूँ कि बेसिकली जो मैं इंटरनेट चला रहा हूँ वो किस सोर्स के जरिए चला रहा हूँ। तो यहाँ पे इथरनेट के आगे कोई आईपी नहीं है, LO के आगे कोई आईपी नहीं है, LAN 0 के आगे मेरे को आईपी शो कर रहा है, यानी जो मैं इंटरनेट चला रहा हूँ वो LAN 0 यानी मेरी वाईफाई स्टिक का जो नाम है उसके जरिए चला रहा हूँ। तो मेरा जो वाईफाई स्टिक है उसका नाम LAN 0 है। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं जो नेट चला रहा हूँ वो वाईफाई से चला रहा हूँ। तो ग्रेट। सो अब मैं क्या करूँगा बेसिकली, सो हमारा जो डिवाइस है LAN 0 हम इसको चेंज करेंगे, इसका मैक एड्रेस चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, हम सबसे पहले इसको डाउन यानी बंद करेंगे ताकि हम इसकी सेटिंग्स में चेंज कर सके। अगर हम किसी चलती चीज में सेटिंग्स चेंज करते हैं तो वो मिसकॉन्फ़िगर हो जाती है, वो कोई ना कोई एरर जनरेट कर सकती है, वो करप्ट भी हो सकती है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले इसको बंद करेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे ifconfig LAN 0 डाउन एंड एंटर करेंगे। तो इससे बेसिकली हमारी जो वाईफाई स्टिक है वो डाउन हो जाएगी। एंड उसके बाद हम कमांड लिखेंगे iwconfig LAN 0 HW फॉर हार्डवेयर ETHER, यानी इसका मैक एड्रेस चेंज करना है हमें। और मैक एड्रेस क्या रखना है, बेसिकली देखो ETHER ही लिखा हुआ था यहाँ पे मैक एड्रेस के आगे। सो हम ETHER लिखने के बाद एक मैक एड्रेस डालेंगे। पहले ये कुछ अलग था, अब हम कुछ और डालेंगे। अब हम डाल देते हैं मैक एड्रेस सो यहाँ पे हमने मैक एड्रेस डाल दिया है फ्रेंड्स। यहाँ मैक एड्रेस डालने के बाद अब हम बस एंटर प्रेस करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें बेसिकली IW नहीं ifconfig लिखना। ifconfig लिखने के बाद हम एंटर करेंगे एंड हम देख सकते हैं कि ये बोल रहा है कि जो आपका मैक एड्रेस है वो कुछ इनवैलिड है। सो हम एक चीज़ करेंगे, जो स्टार्टिंग का मैक एड्रेस होता है बेसिकली 0 रहना चाहिए। इसके बाद एंटर करते हैं। अभी भी कुछ छोटा मोटा चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे ओके,
सो बेसिकली हमारा जो मैक एड्रेस था वो अब चेंज हो चुका है। उसको चेक करने के लिए हम पहले हमें वाईफाई स्टिक कॉपी करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब हमारी जो वाईफाई स्टिक है वापस ऑन हो चुकी है। तो हम लिख के देखते हैं ifconfig। तो अब फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं हमने अभी अभी जो मैक एड्रेस क्रिएट करा था वो मैक एड्रेस सेट हो गया है। सो ये था वाईफाई स्टिक में मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ मशीन्स को इंस्टॉल करेंगे और उन्हें कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम उनमें टेस्टिंग कर सके। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। हम विंडोज XP इंस्टॉल करेंगे, मेटास्प्लॉइटेबल 2 एक वर्नेबल मशीन जहाँ पे हम सारी टेस्टिंग कर सकते हैं उसे इंस्टॉल करेंगे, एंड DVWA जो कि उसी का एक पार्ट है, उसको भी देखेंगे कि हम उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे विंडो XP। सो स्टूडेंट्स, विंडोज XP डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है गूगल पे जाके विंडोज XP डाउनलोड, एंड यहाँ पे हम ISO रिवर्स से विंडोज XP को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट है तो आप 32 बिट iOS फाइल डाउनलोड करना, अगर 64 है तो 64 बिट। सो मैं यहाँ पे 64 बिट को डाउनलोड करने वाला हूँ। यहाँ पे 64 बिट विंडोज XP को मैं डाउनलोड कर लूँगा। स्टार्ट डाउनलोडिंग। सो यहाँ पे जो हमारा विंडोज XP डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, इसके डाउनलोड होती ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे। तो मेरे पास पहले से पड़ा है, मैं इसे यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। सो आफ्टर डाउनलोडिंग विंडोज XP हमारा काम है हम क्रिएट करेंगे न्यू वर्चुअल मशीन, और यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे जैसे कि हमने काई लिनक्स के वक्त करा था। ISO फाइल सिलेक्ट करेंगे, ब्राउज में जाएंगे, जो हमारी विंडोज फाइल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारी विंडो XP की ISO फाइल पड़ी है, हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हमें विंडो XP की प्रोडक्ट की मांग रहा है, सो वो हमें यहाँ मिल जाएगी ऑनलाइन। हम यहाँ के लिख देंगे विंडोज XP प्रोडक्ट की। सो यहाँ से हम इस की को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। पासवर्ड हम नहीं रखेंगे, फुल नेम हम यहाँ पे रख देते हैं WSQ, एंड देन नेक्स्ट। सो जो वर्चुअल मशीन का नाम है विंडो XP प्रोफेशनल के नाम से सेव हो रहा है। ओके नेक्स्ट। ओके एक चीज़ चेंज करनी है फ्रेंड्स हमें, क्यों, बिकॉज मेरी C ड्राइव फुल है और जैसे कि मैंने आपको बताया था आप जो ड्राइव चाहो सिलेक्ट कर सकते हो। सो हम सिलेक्ट कर लेंगे दूसरी ड्राइव। ओके G ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हैं हम, G ड्राइव। ओके ग्रेट। ओके सो जो हमारी विंडो XP है बेसिकली G ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगी। 50 GB दे देते हैं इसे। जो वर्चुअल डिस्क है उसको एक सिंगल फाइल में स्टोर करेंगे जैसे हमने काई लिनक्स में करा था। कस्टमाइज हार्डवेयर, यहाँ पे इसको हम रैम प्रोवाइड करा देते हैं थोड़ी। सो इसको हम दे देते हैं 4 GB के आसपास की रैम। प्रोसेसर इसको दे देते हैं एक ही बहुत है, एंड बाकी सब सही है। सो यहाँ कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, हम क्लोज कर देंगे एंड देन हम फिनिश करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो XP ऐड हो गया है, तो हम इसे स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे जो हमारा विंडो XP है ये इंस्टॉल हो रहा है। सो यहाँ से ये प्रोडक्ट की देख के डाल देते हैं इसमें। सो यहाँ से आप प्रोडक्ट की देख के डालेंगे, आप जो बेसिकली सर्च करके आप प्रोडक्ट की डाल दीजिएगा। सो एक्टिवेट हो जाएगा ये, 1-2 प्रोडक्ट की डालनी पड़ेगी शायद आपको। तो यहाँ पे मैं जो हमारे पास जो ये एरर जनरेट हो रही है हम ओके कर देंगे बस इसे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारी विंडोज़ मशीन थी, विंडोज़ XP था, वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे प्रॉपर ओपन हो गया है। तो आगे की जो टेस्टिंग है उसको हम विंडो XP पे भी करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा विंडोज़ XP था वो इंस्टॉल हो गया है। अब हमें बस इस पर टेस्टिंग करनी है जो हम आगे करेंगे। और आगे जो हमें 2 चीज़ें और इंस्टॉल करनी है, मेटास्प्लॉइटेबल 2 एंड DVWA, तो अब हम वो इंस्टॉल करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम मेटास्प्लॉइटेबल 2 को इंस्टॉल करेंगे। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है, एंड यहाँ ब्राउज़र में हम लिखेंगे मेटास्प्लॉइटेबल 2, एंड हम यहाँ पे चले जाएंगे Rapid7 की प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल 2 में मिल जाएगा। ओके सो यहाँ पे 2 URLs है। अगर आप पहली URL पे क्लिक करते हैं तो आपसे कुछ डिटेल मांगी जाएगी, वो डिटेल फिल करने के बाद आपका डाउनलोड स्टार्ट होगा। तो हम सोर्स नेट से डाउनलोड कर लेंगे बेसिकली से। सो यहाँ पे हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। ये 825 MB का है, सो इसे डाउनलोड होने दीजिएगा। मेरे पास ये डाउनलोड हो गया है तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारी फाइल है बेसिकली, और हमें अब वर्चुअल मशीन में इसको केवल इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हमें क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी एक वर्चुअल मशीन है। हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ओपन अ न्यू वर्चुअल मशीन, एंड यहाँ पे ये VMX फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेटास्प्लॉइटेबल 2 का नाम आ गया है, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो गई है। इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हम सेट कर देते हैं। ओके सो इसकी रैम ठीक है, प्रोसेसर भी इसका ठीक है, हार्ड डिस्क जो इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB की स्टोरेज है बहुत है। हम इसमें कुछ वैसे भी इंस्टॉल करने नहीं वाले हैं, हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे बस। तो हम इसे ओके सेव कर देते हैं। मेटास्प्लॉइटेबल फ्रेंड्स एक ऐसी मशीन है बेसिकली
ये ऑलरेडी वर्नेबल, तो हम एथिकल हैकिंग से रिलेटेड काफी सारी टेस्टिंग इसमें कर सकते हैं। सो उसके लिए बस अब हमें स्टार्ट करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो दोनों ही MSF एडमिन है, तो हम लिखते हैं MSF एडमिन, एंटर, MSF एडमिन। सो यहाँ पे हम लॉगिन कर गए हैं। अब बेसिकली हमें क्या करना है, बिकॉज ये मशीन ऑलरेडी वर्नेबल है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे बस एक बार इसकी IP देख सकते हैं, ifconfig। ये लाइनेक्स मशीन ही है तो सारे लाइनेक्स कमांड यहाँ पे रन होंगे। हमने जैसे ifconfig लिखा तो बेसिकली हमें IP दिखा रहा है कि इसकी IP जो करंट IP है। सो यहाँ पे हम इसकी IP देख सकते हैं 192.168.92.134। सो ये इसकी IP हमें अलॉट हो गई है। अब हम बेसिकली हमारी किसी भी वर्चुअल मशीन से अगर इस IP को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ओके, हमारा मेटास्प्लॉइटेबल इंस्टॉल हो गया है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यही था हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2, जिसको इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। हमें बस इंपोर्ट करना था उस वर्चुअल मशीन को। तो यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइटेबल स्टार्ट हो गया है। इसमें आगे टेस्टिंग कैसे करनी है, इसको यूज कैसे करना है, ये हम देखेंगे। ये प्रॉपर एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो इसमें सारे लाइनेक्स के कमांड्स रन होंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने मेटास्प्लॉइटेबल 2 को डाउनलोड कर लिया था, इंस्टॉल भी कर लिया था, अब हमारा काम है DVWA को कॉन्फ़िगर इंस्टॉल करना। तो हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 है उसी में DVWA आ जाता है। तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे MSF एडमिन एंड पासवर्ड MSF एडमिन। सो यहाँ पे जो हमारा मेटास्प्लॉइटेबल 2 ये स्टार्ट हो गया। हमें यहाँ पे इसकी IP देखनी है। सो यहाँ हमें इसकी IP दिखा रहा है 192.168.92.134। ओके, सो यहाँ ये मेटास्प्लॉइटेबल हमारा स्टार्ट है, इसकी सारी सर्विसेज स्टार्ट है, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो गया है। हमारा काम बस इतना है कि हमें हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट करनी है, काली लाइनेक्स स्टार्ट करना है और वहाँ पे ये IP डाल के देखना है कि क्या ये रियलिटी में वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो 192.168.92.134 इसकी IP है। हम काली मशीन में जाएंगे, ब्राउजर पे जाते हैं सबसे पहले। यहाँ हम लिखेंगे 192.168.92.134, एंटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेटास्प्लॉइटेबल 2 का जो पेज था, क्योंकि ये लोकल मशीन्स में है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो ये सेम IP पे है दोनों सिस्टम्स। सो हम बेसिकली मेटास्प्लॉइटेबल 2 को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही उस सिस्टम की IP डाल रहे हैं, मेटास्प्लॉइटेबल को साइट को एक्सेस कर पा रहे हो। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि DVWA शो कर रहा है, तो हम DVWA में जाएंगे। यहाँ पे हमसे ID पासवर्ड मांग रहा है। सो आपको बता दूं, बाय डिफॉल्ट जो हमारा DVWA का ID पासवर्ड मेटास्प्लॉइटेबल में हमें मिलता है एडमिन एंड पासवर्ड है। सो एडमिन इसका यूजर नेम है एंड पासवर्ड जो है वो पासवर्ड है, PASSWORD, एंड हम एंटर करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमने DVWA भी लॉगिन कर लिया है। सो बेसिकली आज की हमारी जो सेशन थी जिसमें हमें तीनों चीजें कॉन्फ़िगर करनी थी और इंस्टॉल करनी थी, हमने कर दी है। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ व्हाट इज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं देखते हैं। आज हम टोटल 3 चीजें सीखने वाले हैं, व्हाट इज फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग एंड यूज ऑफ फुटप्रिंटिंग। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग क्या होती है, तो पहले कुछ पॉइंट्स पे हम नजर डालेंगे, उसके बाद इसको और अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स देख के समझेंगे कि ये होता क्या है। यहां लिखा है पर्सनल डिटेल्स, कंपनी डिटेल्स, सिस्टम इंफॉर्मेशन, गैदरिंग ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट, एंटिटीज बिलोंग टू टारगेट एंड टेक्नोलॉजी। क्या है फुटप्रिंटिंग, क्या हो रहा है इसमें। फुटप्रिंटिंग बेसिकली फ्रेंड्स हम इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड फुटप्रिंटिंग एक ही चीज है। इसमें हो क्या रहा है, एथिकल हैकिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है फुटप्रिंटिंग। ये फर्स्ट स्टेप है एथिकल हैकिंग में, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जाने के सामने जो टारगेट है, सामने जो भी सिस्टम है, जो भी डिवाइस है, जो भी डोमेन है, उसके बारे में हमें सब कुछ पता हो। वो क्या है, उसकी क्या टेक्नोलॉजीज है, हर चीज हमें पता हो, उससे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। सो एथिकल हैकिंग फेज में इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबसे जरूरी हिस्सा है, सबसे पहला टॉपिक भी और सबसे जरूरी भी है। तो इसको बिल्कुल मत करिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। नाउ होता क्या है, अगर मेरे को किसी सिस्टम को अटैक करना है, अगर मेरे को आप पे कोई अटैक करना है, भले आपकी परमिशन लेके कर रहा हूं, बट मेरे को आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। आपका नाम क्या है, आप जितनी भी डिटेल्स मैं आपकी ले सकता हूँ, आपको कौन कौन जानता है, आपसे कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन भी मेरे लिए बहुत यूजफुल है। एथिकल हैकिंग फील्ड में जब बैड हैट हैकर्स हैकिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वो हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके क्या निकालते हैं कि हमसे कौन कौन जुड़ा हुआ है। वो उन्हें फिशिंग कॉल्स भी कर सकते हैं, वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स ट्राई कर सकते हैं। सो बेसिकली फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन लेते हैं
किसी भी डोमेन, किसी भी पर्सन, किसी भी कंपनी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि हम किसी की पर्सनल डिटेल्स ढूंढते हैं किसी भी जरिए से, कंपनी की डिटेल्स ढूंढते हैं, उस कंपनी से जो भी हम डिटेल्स निकाल सकते हैं, उसकी इकोनॉमिकल डिटेल्स, कुछ भी। सिस्टम इंफॉर्मेशन, एक सिस्टम के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, लाइक सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, कौन से पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ये सिस्टम इंफॉर्मेशन में आएगी। देन गैदर ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टारगेट, यानी हम टारगेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, जिसमें क्या एक और चीज इंक्लूड हो रही है कि हम उन एंटिटीज की भी इंफॉर्मेशन लेंगे जो उसको बिलोंग करती है, उन एंटिटीज के बारे में भी जानेंगे जो उनको बिलोंग करती है, लाइक मेरे फ्रेंड्स के बारे में भी जानेंगे, मेरी मेल आईडी पे जिसके मेल्स आते हैं रेगुलरली उनके बारे में भी जानेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का बहुत जरूरी पार्ट है। और टेक्नोलॉजी, अगर एक डोमेन पे टेस्टिंग करो तो डोमेन में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, क्या वो PHP में बनी हुई साइट है या वो वर्डप्रेस में बनी हुई साइट है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आगे के सारे अटैक्स हम इसी के बिहाफ पे करेंगे। नेक्स्ट जो है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ रिकॉन्सिस एंड फुटप्रिंटिंग, यानी रिकॉन्सिस एंड फुटप्रिंटिंग कितने टाइप्स की होती है। ये दो टाइप्स की होती है फ्रेंड्स, एक्टिव एंड पैसिव। सो दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदरिंग को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करा गया है। इसमें हो क्या रहा है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग गैदरिंग में क्या होता है ये देखते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन, यानी हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं सामने, जो भी हो, एक डोमेन, सर्वर, पर्सन, जो भी उससे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। यानी एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हमारे सामने जो भी हमारा जो टारगेट है, हमारा जो भी स्कोप है जिसके हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, हम उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। उसको पता पड़ रहा है किसी न किसी तरीके से कि हाँ कोई मेरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश कर रहा है, हम डायरेक्ट उसके किसी फ्रेंड से उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, या फिर हम उसी को एक सोशल इंजीनियरिंग कॉल करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम ऐसी एक्टिविटीज करते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नेक्स्ट जो है वो है पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हम किसी की इंफॉर्मेशन लेते हैं विदाउट इंटरेक्टिंग, यानी हम उस पर्सन से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, हम थर्ड पार्टीज के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। यानी हम किसी सोशल साइट पे जाके उसके बारे में देख रहे हैं, किसी अदर साइट पे जाके उसके बारे में देख रहे हैं, कहीं उसकी मेल के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग सोर्सेज को यूज में लेके जब हम किसी की इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, जिसमें जो टारगेट है वो अवेयर नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कही जा रही है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको हम कहते हैं पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है यूज ऑफ फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस। फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस का यूज क्या है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, आइए उसको पॉइंट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस क्या है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, हम जो टारगेट है उसकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। टाइम सेविंग, टाइम सेविंग का मतलब क्या है कि जब हम एथिकल हैकिंग फील्ड में यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं, अगर हमें किसी डोमेन की पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है और अगर हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग नहीं करी है तो ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम लेने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें इस पे सारे अटैक, सारी टेक्निक, सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। बट अगर मेरे को पता है कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है तो क्यों ना मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज इसमें टेस्ट करूं। अगर मेरे को पता है ये PHP, मजेंटो या लारावेल किसी भी प्लेटफॉर्म में बनी है तो मैं उसी प्लेटफॉर्म में जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेक्निक्स है मैं वो ही क्यों ना यूज करूं, मैं उन्हीं तरीकों से उसमें कमी क्यों ना निकालूं। अगर एक वर्डप्रेस साइट में मैं PHP की जो कमियां होती है वो ढूंढूं तो क्या मेरे को मिलेगी, मेरे को कभी नहीं मिलेगी। अगर मैं एक लारावेल वेबसाइट में वर्डप्रेस से रिलेटेड कमियां ढूंढूं तो क्या मेरे को मिलेगी, मेरे को बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो ये मेरा टाइम सेव करती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से। जब मैं टेक्नोलॉजी निकाल लेता हूँ, उस वेबसाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ तो ये मेरा टाइम बहुत प्रिजर्व कर देती है। टाइम सेविंग हो रही है हमारे पास, इजी प्रोसेसिंग हो रही है। एग्जैक्टली टाइम सेविंग कैसा हो रहा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है तो मेरे को पता है मेरे को यही काम करना है। और जब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है और मैं उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे सारे अटैक्स कर रहा हूँ, सारी टेक्निक्स ट्राई कर रहा हूँ, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहा हूँ, तो ये मेरा इजी प्रोसेसिंग कर रही है, जो मेरे को टाइम सेव करा रही है, ये मेरे को इजी प्रोसेसिंग में हेल्प कर रही है। मेरा प्रोसेस जो है बहुत फ्लुएंटली हो रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूरेट अटैकिंग। ये जो पार्ट है ये एग्जैक्टली बिल्कुल सारी चीजें जो मिली हुई है ये वही शो कर रहा है कि जब मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तो अब मैं जो भी टेक्निक टेस्ट करूंगा वो एक्यूरेट आउटपुट देगी। यानी अब मेरे को पता है अगर ये वर्डप्रेस वेबसाइट है तो मैं वर्डप्रेस की वर्ड लिस्ट का इस पे अटैक भी करता हूँ, अगर इसकी डायरेक्टरीज निकालने की कोशिश करता हूँ WP एडमिन के बाद, WP कंटेंट के बाद, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां हम देखेंगे हाउ टू फुटप्रिंटिंग कैसे करी जाए और ये क्या होती है भैया हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे कि हम फुटप्रिंटिंग कर कैसे सकते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, आज हम टोटल 3 चीजें सीखने वाले हैं। फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन के जरिए फुटप्रिंटिंग, एंड देन फुटप्रिंटिंग यूजिंग एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स, गूगल की जो एडवांस हैकिंग टेक्निक्स है उनके जरिए फुटप्रिंटिंग कैसे करी जाए, और फुटप्रिंटिंग टू सोशल नेटवर्किंग साइट,
तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन के जरिए हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो सर्च इंजन है वो है नॉट इविल। नॉट इविल एक ऐसा सर्च इंजन है स्टूडेंट्स, ये सर्च इंजन बेसिकली टॉर ब्राउजर के जरिए ही चलाया जा सकता है। ये बेसिकली एक ऑनियन लिंक है एंड ये हिडन वेब का एक पार्ट है, बट यहाँ पे ये जो हमें इन्फॉर्मेशन देता है काफी अच्छी देता है। तो नॉट इविल के जरिए हम जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं वो काफी हमारे लिए यूजफुल होती है। अगर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो हम नॉर्मल ब्राउजर से नहीं निकाल सकते तो हम नॉट इविल पे जाके सर्च करते हैं। ये टॉर ब्राउजर के जरिए ही एक्सेस करा जा सकता है, दूसरे किसी जरिए से, क्योंकि एक ऑनलाइन लिंक है, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास दो और सर्च इंजन आते हैं, जो कि है शोडन एंड सेंसिस। शोडन एंड सेंसिस दो ऐसे सर्च इंजन हैं जिनको हैकर सर्च इंजन भी कहा जाता है, और ये काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। यानी इनके अंदर जो हमें आउटपुट मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है, यानी सर्च इंजन हमारे क्या काम आता है, हम जो भी चीज सर्च करते हैं उससे रिलेटेड हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। तो इसके अंदर जो आउटपुट आता है वो काफी अच्छा होता है। एथिकल हैकिंग फील्ड या हैकिंग फील्ड से रिलेटेड अगर हम कहें, यानी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रॉक्सीज ओपन है, कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन से वेब कैम्स ओपन है। अगर आप शोडन पे जाके इसे एक्सप्लोर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी सारी चीजें आप लोगों से रिलेटेड, और हमारे लिए ये यूजफुल इस सोर्स में है बेसिकली कि हमें जो भी एक सॉफ्टवेयर का वर्जन पता पड़ता है, एक सॉफ्टवेयर या एक टेक्नोलॉजी पता पड़ती है जो एक हमारा जो टारगेट है वो यूज कर रहा होता है, हम वो यहाँ पे आके सर्च करते हैं और उनसे रिलेटेड वर्नेबिलिटीज, उनसे रिलेटेड ओपन पोर्ट्स हमें यहाँ पे दिखती है, जो कि हमारे लिए काफी यूजफुल होती है हमारे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए। देन हमारे पास है याहू, डकडकगो। डकडकगो आप लोगों ने सुना होगा, जो बेसिकली हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादातर जो हमारा फायरफॉक्स है उसके जरिए हम चलाते हैं। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये हमें ट्रेस नहीं करता। उसके बाद हमारे पास है बिंग एंड गूगल। सो यहाँ पे बिंग एंड गूगल में, गूगल हम सब यूज करते हैं, काफी यूज टू हम गूगल, बट गूगल में हम एडवांस सर्च अगर यूज लें, जो कि अभी हम देखेंगे, तो हमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके अलावा भी केवल नॉर्मली इस गूगल के सर्च इंजन को यूज में लेके अगर हम नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, उसकी आगे की एंट्रीज देखते हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें वहां पे मिलेगी जो कि जो डेवलपर था, जो कि जो ओनर था उस वेबसाइट का, उस डोमेन का, वो रिमूव करना भूल गए हो। यानी आज से कई साल पहले अगर मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई तो अपनी काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें डाल दी थी, फिर धीरे धीरे मेरे को पता पड़ा ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं होनी चाहिए, मैंने उसको रिमूव करा और कुछ अपडेट्स रिलीज करे। बट क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले वो इन्फॉर्मेशन काफी जगह पर अपलोड करी थी और मैं हर जगह से रिमूव करना उसे भूल गया हूं, तो आज अगर मैं वही चीज सर्च करके नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज में जाऊंगा तो वो इन्फॉर्मेशन आज भी जो एक अटैकर है, जो एक इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है, जो पर्सन, वो देख सकता है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बेसिकली सर्च इंजन जो है वो हमें काफी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं और हमारे लिए काफी हेल्पफुल है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। देन हमारे पास स्टूडेंट्स आता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग थ्रू एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स, यानी गूगल के कुछ एडवांस ऑपरेटर्स का यूज लेके हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। इसका मतलब क्या है, ये कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो हमारे आउटपुट को एज इट इज वैसा ही दिखाते हैं जो हम चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूं कि इमेजेस ऑफ WSCubeTech, तो अब यहाँ पे WSCubeTech की इमेजेस तो आ रही है, बट और भी काफी सारी इमेजेस आ रही है, और कुछ ऐसी कॉमन इमेजेस है जो मैं नहीं चाहता कि आए। लाइक WSCubeTech की इमेजेस तो आ रही है पर उसमें लोगो भी आ रहा है, बट मैं नहीं चाहता कि लोगो आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं माइनस का साइन लगा के आगे लोगो लिख दूंगा। तो जो नेगेशन साइन में यहाँ पे लगा रहा हूँ उसकी हेल्प से अब जो आउटपुट मेरे सामने आ रहा है वहां पे लोगो से रिलेटेड कोई इमेज नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे आउटपुट को, या हमारे सामने जो इंडेक्स में हमारा आउटपुट आता है उसको अच्छे से फिल्टर करने के लिए एडवांस ऑपरेटर्स बनाए गए, जिसमें हमें पहला ऑपरेटर मिलेगा कैशे। कैशे ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके अंदर हम जैसे ही कोई चीज सर्च करते हैं, हम कोई डोमेन आगे लिखेंगे तो ये उसका कैशे वर्जन हमें दिखा देगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें कैशे ऑपरेटर का नाम लिखना होता है, उसके आगे जो भी डोमेन है, WSCube या जो भी डोमेन है, हम वो लिखेंगे तो हमें उस साइट का जो कैशे वर्जन था वो ये दिखा देगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑल इन टेक्स्ट, जिसके अंदर बेसिकली जो भी टेक्स्ट हम इसके आगे लिखेंगे तो ये टेक्स्ट किसी भी साइट में कहीं भी होगा तो वो हमें उससे रिलेटेड इंडेक्सिंग में आउटपुट दिखाएगा। और ऐसे ही कुछ और ऑपरेटर्स है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिनके अंदर हमारे पास फाइल टाइप भी आता है। फाइल टाइप एक अच्छा ऑपरेटर है, हमारे लिए काफी यूजफुल है। मान लीजिए कि हम एक वेबसाइट में कोई पर्सनली कोई फाइल के लिए ही ढूंढ रहे हैं, बेसिकली हम उस वेबसाइट में एक फाइल ही ढूंढ रहे हैं, लाइक हम चाहते हैं हमें login.php फाइल मिल जाए, या फिर हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई इनवॉइस चाहिए, तो invoice.doc या txt कोई भी फॉर्मेट, हमें पता है कि शायद यही हो सकता है, result.txt हो सकता है, result.pdf हो सकता है। अगर हमें उस साइट का फॉर्मेट पता है तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम साइट URL का यूज लेंगे, उसके आगे उस डोमेन को लिखेंगे एंड देन फाइल टाइप के आगे हम उस फॉर्मेट को लिख देंगे। तो उस साइट के अंदर जितने भी उस सेम फाइल फॉर्मेट के लाइक .pdf .txt इस फॉर्मेट के जो भी फाइल्स होगी वो हमें इंडेक्सिंग में दिखाएगा, तो हमें वही आउटपुट मिलेगा जो हम एग्जैक्टली चाहते हैं।
इसको और इजी करने के लिए हम बेसिकली गूगल पे जाके एडवांस सर्च भी लिख सकते हैं। तो हमारे सामने एक GUI आ जाएगा एडवांस सर्च का, जहां पे हम जो जो चीजें लिखेंगे उस हिसाब से हमारा जो आउटपुट है वो फिल्टर होकर हमारे सामने आ जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास है इन URL। इन URL क्या करता है? इन URL एक ऐसा ऑपरेटर है बेसिकली, इसके अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखता हूँ वो टेक्स्ट अगर किसी भी URL में कहीं ना कहीं आ रहा होगा तो उससे रिलेटेड प्रॉपर जो आउटपुट है वो मेरे को इंडेक्सिंग में दिखेगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो हमारे लिए यूजफुल रहेंगे, लाइक इन टेक्स्ट। अगर ये टेक्स्ट किसी भी जगह पे मिल रहा है तो उससे रिलेटेड आउटपुट हमें जो है इंडेक्सिंग में दिखेगा। इंडेक्स ऑफ एक काफी हेल्पफुल ऑपरेटर है। इंडेक्स ऑफ के बारे में मैं आपको बता दूं ये बेसिकली कैसे फंक्शनिंग करता है। इसका काम ऐसा है कि अगर हम किसी भी डोमेन को इंडेक्स ऑफ के बाद लिखते हैं तो इंडेक्स ऑफ उस डोमेन से रिलेटेड जो भी डायरेक्टरीज ढूंढ सकता है। डायरेक्टरीज ढूंढ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इंडेक्स ऑफ लिख के WSCubeTech लिखता हूं या कोई भी दूसरा डोमेन लिखता हूं तो उसकी जो भी डायरेक्टरीज ओपन होगी, फाइल नहीं, फाइल रन होती है। जैसे मैं login.php पे जैसे ही जाऊंगा तो मेरे सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। बट अगर मैं इंडेक्स ऑफ का यूज लेके जा रहा हूं तो वो बेसिकली login.php जिस फोल्डर में पड़ी है मेरे को वो फोल्डर दिखा देगा। तो ये जो डायरेक्टरीज देख पा रहे हैं इनके जरिए मैं काफी सारी फाइल्स की जो रियल प्रोग्रामिंग उन्हें पढ़ सकता हूँ। तो उस केस में हम इंडेक्स ऑफ को यूज में लेते हैं। एंड साइट के बारे में तो हमने देखा ही है, इसके आगे हम जो भी डोमेन लिखते हैं उससे रिलेटेड साइट वो हमें सामने इंडेक्स में दिख जाती है। स्टार बेसिकली काम आता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है जब भी हम किसी भी जगह पे, भले हम टर्मिनल में भी स्टार क्यों ना लिखे, तो इसका मतलब होता है स्टार की जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। निगेशन के बारे में हमने देख लिया। निगेशन ऑपरेटर जो है वो हमारी हेल्प करता है कि हमें क्या आउटपुट में नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास फुटप्रिंटिंग थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है? आप और मैं आज के वक्त में कुछ और शायद हमें नहीं पता हो तो सोशल नेटवर्किंग साइट से तो हम अच्छे से फेमिलियर होंगे, बिकॉज हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन इन सही जगहों पे जुड़े रहते हैं। प्रोफेशनल वर्क के लिए हम लिंक्डइन, ट्विटर इन जगहों पे जाते हैं और हमारे डेली पर्पस नॉर्मल एंटरटेनमेंट के लिए हम जाते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। सो यहाँ पे ये जो जितनी भी नेटवर्किंग साइट्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, यहाँ इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ज्यादा स्कोप होता है, बिकॉज हम यहाँ इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं, हम हमारी इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपलोड रखते हैं कि किसी भी अटैकर के लिए ये बहुत आसान है कि वो हमें प्रोफाइल पे आके हमारे बारे में सब कुछ जान सके। फॉर एग्जाम्पल, आप आज कहीं घूमने जाते हैं तो आप झट से अपने फोन में लाइव स्टोरी ऑन कर देते हैं या फिर आप अपना स्टेटस अपलोड कर देते हैं कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे मैं आया हूँ। आपका टाइम वहां से हमें पता पड़ जाता है कि आप इस टाइम पे इस जगह पे गए हो। उसके अलावा आपको कोई बर्थडे पे विश करता है, मान लीजिए अपने प्राइवेसी में आपने जो बर्थडे थे वो छुपा रखी है, मान लेते हैं कि आपने जो प्राइवेसी वो स्ट्रॉन्ग कर रखी है, बट लोग आपको विश करना है तो उससे आपकी बर्थडे का अंदाजा लगाया जा सकता है। बर्थडे तो पता पड़ ही रही है और ईयर का अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही काफी सारी इंफॉर्मेशन, यानी आप इतना ज्यादा आज के वक्त में हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपडेट रहते हैं कि हमारी आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिल जाती है। हमें क्या पसंद है क्या नहीं, ये हम जो पेज फॉलो करते हैं उनके जरिए पता लग सकता है। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें, काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग हम कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स, हो सके तो कम से कम इंफॉर्मेशन जो अपनी है वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने देखा कि हम जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जो सर्च इंजन्स हैं और जो गूगल एडवांस ऑपरेटर्स है, सर्च ऑपरेटर्स हैं, उनके जरिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हैं। तो आइए उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि हम कैसे इन इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें केवल इन 3 जगहों से मिल सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सर्च इंजन्स के थ्रू कैसे अच्छी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो हम अलग अलग सर्च इंजन्स के जरिए देखेंगे कि हम एक चीज के कितना आउटपुट देख सकते हैं। तो आइए हम WSCubeTech के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम गूगल पे देखते हैं। हम लिखेंगे WSCubeTech। सो यहाँ पे जो गूगल का फर्स्ट पेज है, जो इंडेक्सिंग है, हमारे सामने आ गई है। तो अब हम देखेंगे हम गूगल सर्च इंजन के जरिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस की इन्फॉर्मेशन है, या जो कि हमें साइट में मिल जाएगी, हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी लोकेशन हमें दिखेगी कि इसकी क्या लोकेशन है। यही कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमारे बहुत काम आ सकती है। सो हम आगे देखते जाएंगे और क्या क्या मिल रहा है हमें। इसका जो टाइमिंग शेड्यूल है, कब ऑफ रहता है, कब काम होता है, कब स्टाफ यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कब नहीं रहता है। कुछ लोगों ने यहाँ पे रिव्यूज दिए, उनके जरिए हम उन लोगों से भी जुड़ सकते हैं, उनसे जो रिलेट करते हैं इस WSCubeTech से, जो लोग रिलेट कर रहे हैं उनसे भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे। ओके, यूट्यूब चैनल है इसका, हम यूट्यूब पे इसकी टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, किस पे काम कर रहा होगा, क्या क्या यूज कर रहा है, क्या ये सिखाते हैं, इसके बारे में और सीख सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी है, तो इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी हम और चीजें देख सकते हैं। इसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं वो कैसे काम कर रही है। फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल पे इसकी और इन्फॉर्मेशन होगी जो कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए देखेंगे। लिंक्डइन पेज है जहाँ पे हम इनके एम्प्लॉयज को भी देख सकते हैं, और पिंटरेस्ट पे भी WSCubeTech की प्रोफाइल है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। फ्रेंड्स, गूगल में बेसिकली हम जब नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमें कुछ और रिलेटेबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है।
सो कभी भी केवल जो फर्स्ट पेज होता है इंडेक्सिंग का उस पर मत रुकेगा, जब हम नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमें और भी कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे हमें WSCubeTech का इंस्टाग्राम पेज भी मिल रहा है। क्रंच बेस ऑर्गेनाइजेशन है जो WSCubeTech के बारे में कुछ बता रही है। जूम इन्फो में रजिस्टर्ड है, अपवर्क पे है, clutch.co में भी इसका कोई यूज हुआ है, ग्लासडोर में भी है, इंडियन मार्ट में भी है, naukri.com पे इसके कुछ पोस्ट है। और यहाँ पे naukri.com में जाके हम देख सकते हैं जो जो इनने हायरिंग के लिए बताया होगा कि हम जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी क्या है, जो एम्प्लॉय है उसको क्या आना चाहिए, तो वहाँ से हमें ये पता लग सकता है कि ये क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। लाइक वहाँ पे लिखा है हमें एक डेवलपर की जरूरत है जो कि PHP, वर्डप्रेस और मजेंटो पे काम करता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये जो ज्यादातर काम करते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी यूज में लेते हैं वो PHP, वर्डप्रेस, मजेंटो है। सो ऐसे ही जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके जरिए हम कंपनी के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक और डोमेन मिला है WSCubeTechnology.com जो कि HTTP है। एम्बिशन बॉक्स में भी इसका है, अर्बन प्रो। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम WSCubeTech के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। यानी हम केवल गूगल के नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाके ये देख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ रजिस्टर है, किस किस जगह से रिलेट करी है, और जितनी जगह से रिलेट करी वहाँ पे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि हम इंटरनल जाके देखेंगे हम क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। यहाँ पे इतनी सारी साइट से ये जुड़ी हुई है फिलहाल कि हम इसके बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू बता रहा है। सो बेसिकली ऐसे ही हम किसी भी टारगेटेड पर्सन या किसी भी डोमेन के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं सर्च इंजन के जरिए। सो अभी हमने गूगल ट्राई किया, अब हम कुछ और सर्च इंजन देख लेते हैं जिसमें हम देखेंगे DuckDuckGo। यहाँ पे हम लिखेंगे WSCubeTech एंड यहाँ पे जो इसकी पहली साइट है वो हमें शो हो रही है। दूसरा इसका कोर्सेज का एक डोमेन है वो हमें शो हो रहा है कि उसमें कोर्सेज अपलोडेड है, फिलहाल वहाँ पे कोर्सेज हैं। लॉगिन पेज शो हुआ है। इसका एक और जो सब डोमेन है mail.wscubetech.com वो शो हो रहा है। समर ट्रेनिंग जोधपुर भी WSCubeTech रजिस्टर्ड है। मोर रिजल्ट्स में देखते हैं और क्या देख सकते हैं हम। इंस्टाग्राम पेजेस, अबाउट अस पेज, समर ट्रेनिंग में दी हैंडबुक से रिलेटेबल है। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं हम किसी भी डोमेन या पर्सन के बारे में अगर सर्च करते हैं तो नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज या अलग अलग सर्च इंजन पे जरिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हैं। दो सर्च इंजन और देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसमें है Shodan एंड सेंसिस। फ्रेंड्स ये जो सर्च इंजन है ये बेसिकली हैकर सर्च इंजन भी कहे जाते हैं बिकॉज ये हमें किसी भी IP या किसी डोमेन से रिलेटेड काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने Shodan ऑन कर लिया है और मैं पहले से लॉगिन हूँ, तो आप भी लॉगिन कर लीजिएगा यहाँ पे रजिस्टर करके, या फिर डायरेक्ट गूगल से आप लॉगिन कर सकते हैं। ऑप्शंस आपको शो कर देगा। आप लॉगिन करने के बाद बेसिकली किसी भी डोमेन या किसी भी टारगेट के बारे में सर्च करते हैं या किसी IP के बारे में सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे वर्नेबिलिटीज या जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जो ओपन पोर्ट्स है, वो आप देख सकते हैं। सो आइए हम देखते हैं, हम नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट लिख के देख लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे जैसे ही फ्रेंड्स हमने माइक्रोसॉफ्ट लिखा तो उससे रिलेटेड कुछ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज एंड कुछ ओपन पोस्ट हमें शो हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, बेसिकली हम सीधा एक रिपोर्ट देख लेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसका ओवरव्यू हमें दे दो। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो कंट्रीज इससे रिलेटेबल जो भी चीजें हैं वो यहाँ शो कर रहा है। देन ओपन पोस्ट, जिस भी माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस या जिस भी रिक्वेस्ट में माइक्रोसॉफ्ट या जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है उससे रिलेटेड जो ओपन पोस्ट हमें दिखा रहा है वो यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजेशन जो जुड़ी हुई है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और जितनी भी है वो यहाँ पे दिखाएगा। वर्नरेबिलिटीज जो भी रिपोर्ट हुई है माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, जिस भी वर्नरेबिलिटी में माइक्रोसॉफ्ट का जिक्र हुआ है वो सारी की सारी वर्नरेबिलिटीज यहाँ में शो होगी। उसके बाद प्रोडक्ट्स, टैग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइटल्स एंड काफी सारी वेब टेक्नोलॉजीज और जो भी माइक्रोसॉफ्ट से चीज रिलेट कर रही है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ है। हम इनके अंदर जाके और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बट फिलहाल हम वो नहीं करेंगे। आप एक बार इसको अच्छे से रिव्यू करिएगा, बहुत अच्छी साइट है। सेकेंड साइट जो थी हमारी सेंसिस। सो ये है फ्रेंड्स सेंसिस, जहां पे हम किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी डोमेन या किसी भी टारगेट से रिलेटेड कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसकी IP से रिलेटेड, उसके डोमेन से रिलेटेड कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बेसिकली IP पे काफी अच्छा परफॉर्म करती है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देती है। सो आइए हम देखते हैं। हम सबसे पहले जाएंगे सर्च में एंड यहाँ पे हम हमारी ही IP पेस्ट करके देख लेते हैं एक बार। सो फ्रेंड्स हमारी IP से रिलेटेड पहले से यहाँ कोई समरी में इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट काफी IP से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी साइट को पिंग करेंगे, उसकी IP यहाँ पे लिखेंगे तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी।
तो किसी भी आईपी पे या कोई इन्फॉर्मेशन आप डालते हो तो समरी में आपको दिख जाएगी, तो समरी में आपको उसका आउटपुट दिख जाएगा। बट अगर नहीं दिख रहा है उस केस में भी हम हु इज डोमेन में जाके कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ में रजिस्ट्रेशन मांग रहा है तो हम रजिस्टर कर देंगे। मैं आपको थोड़ा अनोनिमस तरीके से रजिस्टर करना भी बता दूंगा। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमसे डिटेल्स मांग रहा है यहाँ हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमसे एक ईमेल मांग रहा है, तो हम बेसिकली टेम्प मेल, ये जो है ये हमें फेक मेल जो उनके इनपुट बॉक्सेस भी प्रोवाइड कर देता है। सो ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेंगे और ईमेल में जाके पेस्ट करेंगे। देन यूज़र नेम जो है वो हम यही रख देंगे, पासवर्ड जो है वो भी हम यही रख देंगे। हम लास्ट के जो 4 डिजिट से वो हटा देंगे जो कि .com है। यहाँ पे भी हम वही करेंगे एंड देन मैं आई एग्री कर देता हूँ टर्म्स एंड कंडीशंस। कंपनी नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे एंड यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके सो यहाँ इसको टिक करके हम कंटिन्यू कर देंगे। ओके सो बेसिकली हमें यहाँ पे मेल आया है कंफर्म करने के लिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो पहले, उसके बाद ही हम लॉगिन कर पाएंगे। सो हम इस मेल को कॉपी कर, सो बेसिकली यहाँ हमें मेल आया है ईमेल कंफर्मेशन का। सो हम इसे कॉपी करके इस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें हमारी आईडी को। ओके सो यहाँ हमारी ईमेल कंफर्म हो गई है। नाउ हम जो हमारी मेल एड्रेस था टेम्प मेल से एक बार फिर उठा लेते हैं उसे। यहाँ वो डालेंगे, जो हमारा पासवर्ड था वो डालेंगे। ओके सो बेसिकली हम सेंसस में लॉगिन हो गए हैं। अब हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमारी आईपी से हुईज की। ओके सो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ये दे देगा। ऐसे ही अलग अलग जगह पे जब हम हुईज या कोई ऐसी टेस्टिंग करते हैं या फिर कोई उसकी रिलेटेड समरी देखते हैं कि क्या इसमें पहले कभी कोई वल्नरेबिलिटी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ रिपोर्ट या कुछ भी इस पे एक्शंस हुए हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। यही इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अफेयर्स अलग अलग सोर्सेज से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। सो यहाँ पे हम हमारी आईपी लिख देंगे। सो बेसिकली ये हमारी आईपी है, इस आईपी को हम पेस्ट कर देंगे एंड जैसा कि पहला आउटपुट आया था जिसमें कोई समरी शो नहीं हुई थी, यहाँ पे भी अभी वैसा ही हो रहा है। सो हम हुईज में जाएंगे एंड हुईज में हम जाके देखेंगे कि हमारे आईपी से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हमारे आईपी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आनी चालू हो गई है। इंडिया की आईपी है ये। ओके करेक्ट। जो हमारा नेट प्रोवाइडर है बेसिकली उसकी ही इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। सो ये हमारा नेट प्रोवाइडर है जो कि CTESSL ग्रुप का है। सो यहाँ पे जो नेट प्रोवाइडर था उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। नेटवर्क्स दिखा रहा है, इवेंट्स दिखा रहा है, जो जो इसमें चेंजेस हुए हैं वो दिखा रहा है। तो ये बेसिकली था फ्रेंड्स सेंसस, शोडन, गूगल एंड डकडकगो को यूज लेके जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जिसमें जो गूगल एंड डकडकगो है उसमें नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद जब हम अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जिसमें हम गूगल और डकडकगो पे जब नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पे जा रहे थे हम तो देख पा रहे थे हमें उस साइट से रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो साइट किन किन टारगेट से जुड़ी हुई है, वो साइट किन और डोमेन से जुड़ी हुई है, उस साइट के और कितने सब डोमेन से, दूसरे डोमेन से, तो ये सारी चीजें हम देख पा रहे थे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला टॉपिक जिसमें हमने सर्च इंजन के जरिए कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश करी। अब हम गूगल एडवांस सर्च ऑपरेटर्स जो होते हैं जिनको गूगल डॉकिंग्स भी कहा जाता है उसके जरिए इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हम कितनी और नई अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे, हमारी काली मशीन पे चले जाते हैं। ओके सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमें WS क्यूब टैग से इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे WS क्यूब टैग। सबसे पहले हम नॉर्मली लिखेंगे, एंटर करेंगे, ये नॉर्मल पेज पे इन्फॉर्मेशन आ रही है। ओके ग्रेट। देन हम इसके साथ में कोई ना कोई सर्च ऑपरेटर यूज में लेंगे एंड देखेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन आ सकती है। लाइक अगर मैं लिखता हूं इंडेक्स ऑफ wscubetag.com, सो यहाँ पे WS क्यूब टैग से रिलेटेड जहां भी इंडेक्सिंग ओपन है यानी इसकी डायरेक्टरी जहां भी शो हो सकती है वो मेरे को शो करेगा। सो यहाँ देखिए portfolio.wscubetag.com, ये इसका एक सब डोमेन है। यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं कि हम WS क्यूब टैग की डायरेक्टरीज को एक्सेस कर पा रहे हैं।
ये बेसिकली कोई पेज लोड नहीं हो रहा है, हम इसकी डायरेक्टरी एक्सेस कर रहे हैं जो कि CGI बिन डायरेक्टरी है, जिसमें हमें एक फेक एरर पेज दिख रहा है, बट हम बेसिकली इसकी डायरेक्टरी एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं कोई भी डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक यानी इसके आगे मैं कुछ डायरेक्टरीज को टेस्ट करता हूँ, सो मैं डेफिनेटली यहाँ पे अंदर और डायरेक्टरीज को देख सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ हमें शो हो रहा है, इसके जरिए हम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे हम कैसे करेंगे। और देखते हैं हमारे पास क्या क्या आया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही हमने सर्च ऑपरेटर का यूज लिया, यहाँ पे हमें WS क्यूब टैग की और भी ज्यादा इंडेक्सिंग शो हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। एंड इन्हीं फोल्डर्स के अंदर जाके मैं और भी ज्यादा डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकता हूँ। सो ये बेसिकली इस वल्नरेबिलिटी के जरिए मैं काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। एंड ये ही जो हमारे सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, इनके जरिए हमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिलहाल मैंने यहाँ कुछ नहीं किया है, मैंने एक एडवांस सर्च ऑपरेटर यूज में लिया है जो कि इंडेक्स ऑफ है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही हम अलग अलग सर्च ऑपरेटर्स को साथ में यूज लेके काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए किसी भी डोमेन या टारगेट से रिलेटेड कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं WS क्यूब टैग से रिलेटेड हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे WS क्यूब टैग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो WS क्यूब टैग की रिलेटेड प्रोफाइल है वो हमें शो हो रही है, तो हम एक प्रोफाइल पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे हम फेसबुक ओपन कर लेते हैं, हम यहाँ पे लिंक्डइन ओपन कर लेते हैं, देन पिंटरेस्ट भी ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं जहाँ पे हमें इंस्टाग्राम और अदर प्रोफाइल्स भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी ऑन कर देते हैं, ट्विटर प्रोफाइल भी ऑन कर देंगे। एंड हम इन्हीं प्रोफाइल्स पे जाके देखेंगे कि अब हम WS क्यूब टैग से रिलेटेड और क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए हम WS क्यूब टैग के फेसबुक पेज से देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। यहाँ पे हमें इसका व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है, ओके। एंड यहाँ पे जो इसका बैनर है वहां हम ये देख सकते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज में ले रहा है, यानी इसकी जो साइट्स, इसके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वहां पे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही होगी। देन नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमें हायरिंग का दिख रहा है, जहाँ पे अगर हम और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे हायरिंग में अप्लाई करके हम हमारा रेज्यूमे शेयर करके कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या कंपनी से आगे कनेक्ट बना के जो सोशल इंजीनियरिंग का काम होता है उसके जरिए और अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन गैदरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमें कंपनी की जो फ्लॉज है, कंपनी में जो कमियां हो रही है, उनको एक बार पता लगा सके और बाद में उन कमियों को दूर कर सके। फॉर एग्जांपल, यहाँ हायरिंग की और ये सारी डिटेल शो हो रही है, और अगर इसे एक बैड हैकर यानी ब्लैक हैट हैकर यूज में लेता है तो ये काफी नुकसान कर सकता है। सो हमें पहले उसकी तरीके से सोच के इसमें कमियां निकालनी होगी, देन इसे रिपोर्ट करके इसे सही करना होगा। हमें उनको गाइड करना पड़ेगा कि आपको ये चीजें शो नहीं करनी है या इसको इस तरीके से ले जाना है, या फिर आपकी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है गूगल पे तो उसको सुधारना है। जैसे कि अभी हमने देखा इंडेक्स ऑफ जो शो हो गया, जिसमें हम सारी डायरेक्टरीज देख सकते थे, हम उन डायरेक्टरीज के जरिए कुछ और भी कर सकते हैं। आगे जो फ्यूचर में एडवांस में देखेंगे कि हैकर क्या क्या कर सकता है। सो बेसिकली हम पहले उसी की तरीके से सोच के हम ये देखेंगे कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जिसकी नीड नहीं है वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, देन उसमें से कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे नुकसान पहुंच सकता है और हम उसको बचा कैसे सकते हैं। सो ये हमारा ऑल ओवर मोटिव होता है कि हम चीजों के बारे में देखें एंड देन इनमें से जो भी इन्फॉर्मेशन हार्मफुल अवेलेबल है इंटरनेट पे उसे वहां से हटवाएं। सो ऐसे ही हम ट्विटर पे भी देख सकते हैं, ट्विटर पे भी इसकी काफी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे आप और भी ज्यादा जो कनेक्टेड यूजर्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं। लिंक्डइन पे आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आप ये भी देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज इससे जुड़े हुए हैं। सो आपको वो सारी एंटिटीज भी मिलेगी जो इनसे जुड़ी हुई है, यानी वो सारे एम्प्लॉयज जो इससे जुड़े हुए हैं उनके जरिए भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो ये है फ्रेंड्स पिंटरेस्ट पेज, यहाँ पे हम और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज पे जाके हम इसके फॉलोवर्स और इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, या जो लोग इसे लाइक कर रहे हैं, जो इसके बारे में कमेंट कर रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो इसकी लास्ट एक्टिविटीज हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन जहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी है, जहाँ पे हमें कुछ बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग हुई है। सो बेसिकली अब हमारा जो काम है ये इसको रिपोर्ट करके इसको सही करना है। सो जो बेसिकली मैं अभी करवा दूंगा इसको। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हमने देखा कि सोशल इंजीनियरिंग कितनी जरूरी है, सोशल इंजीनियरिंग से कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसा कि हमने पहले देखा, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ के अंदर हमने काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले ली थी, यानी हम इसकी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं, इसके आगे की डायरेक्टरीज, इसके पीछे की डायरेक्टरीज, सारी फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। सो इस वल्नरेबिलिटी को तो मैं अभी सुधरवा दूंगा, बट फ्रेंड्स यही हमारा काम है। हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और किसी भी जगह पे अगर कोई फ्लॉ है, कोई कमी है, कोई बग है, तो हमारा काम है उसे सबसे पहले दूर करवाना। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम फुटप्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि हम एक वेबसाइट में कैसे फुटप्रिंटिंग कर सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि एक वेबसाइट की फुटप्रिंटिंग करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप जो हमारा है, हम वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज को देखेंगे, जो कि हम नेटक्राफ्ट और वेबलाइजर को यूज में लेके देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सब डोमेन्स ऑफ वेबसाइट, यानी एक वेबसाइट के कितने सब डोमेन्स है, जिसमें हम सब लिस्टर और सब डोमेन फाइंडर का यूज लेंगे।
उसके बाद हमारे पास है फाइंडिंग हिडन लिंक्स, एक वेबसाइट में कितनी हिडन लिंक्स है, जिसके लिए हम लिंक एक्सट्रैक्टर एंड डर्ब का यूज लेंगे जो कि हमें डायरेक्टरीज भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद जो एक रिक्वेस्ट के हेडर्स होते हैं या रिस्पॉन्स के हेडर्स होते हैं, हम उनकी सिक्योरिटी चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे सिक्योरिटी ऑफ हेडर्स। उसके बाद हम देखेंगे उस डोमेन की आईपी क्या है, उसकी बफर साइज क्या है, और बफर साइज का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम एसएसएल जो सर्टिफिकेट होता है उसकी टेस्टिंग करेंगे कि क्या उस डोमेन के पास जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड और वर्नेबल है कि नहीं है। उसके बाद हम वेबैक मशीन के जरिए उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। एंड नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा, उसमें हम एसपीएफ रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे। सो ये फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन है जिसमें हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में जाने वाले हैं। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझिएगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। हम अपनी काली मशीन को ओपन करेंगे। सबसे पहले जो हमें वेबसाइट की टेक्नोलॉजीज क्या यूज हो रही है, यानी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजीज में बनाई हुई है, उसमें क्या पीएचपी, वर्डप्रेस, मजेंटो क्या यूज हो रहा है, कौन सी क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग क्या है, और उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। उसके लिए हम दो एक्सटेंशंस का यूज में लेंगे जो है वेपेलाइजर एंड नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट फ्रेंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें किसी भी साइट से रिलेटेड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है जो हमारा नेटक्राफ्ट है उसकी जो साइट है वो पेड हो गई है, यानी अगर हमें किसी साइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए नेटक्राफ्ट के जरिए, सो फिलहाल हमें इसका रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस वाइसेंस खरीदना पड़ेगा। बट हम वो ना करके हम इसका एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जो अभी भी फ्री है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, हम लिखेंगे एड ऑन। सो हम बेसिकली फायरफॉक्स में एड ऑन ऐड करते हैं एंड गूगल क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम एड ऑन स्टोर पे चले जाएंगे, addon@mozilla.org, एंड यहाँ पे हमारे जो एडॉन्स चाहिए हम उनका नाम सर्च करेंगे। सबसे पहला हमें चाहिए नेटक्राफ्ट। तो ये जो नेटक्राफ्ट का एक्सटेंशन हमारे पास आया है हम इसे इंस्टॉल करेंगे, ऐड टू फायरफॉक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं नेटक्राफ्ट का एक्सटेंशन जो था वो ऐड हो चुका। हमें एक और एक्सटेंशन की जरूरत है फिलहाल जिसका नाम है वेपेलाइजर। तो उसको हम लिखेंगे WAPPALYZER, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वेपेलाइजर जो एक्सटेंशन था वो यहाँ पे आ गया है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इसे भी ऐड टू फायरफॉक्स करेंगे। ओके, ऐड एंड देन ओके। सो फ्रेंड्स अब हमारे पास यहाँ पे नेटक्राफ्ट, वेपेलाइजर दोनों ही एक्सटेंशन ऐड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनके जरिए क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, एक साइट की हम टेक्नोलॉजीज कैसे पता लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, हमें एक डोमेन ओपन करना है, बस हमें कोई भी एक डोमेन पे जाना है। बस जैसे हम मान लीजिए WSCubeTech पे जाते हैं। ओके, सो हम गए WSCubeTech.com पे, एंड जैसे ही हम साइट पे गए, ये साइट लोड हुई है। हम यहाँ पे अगर नेटक्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो नेटक्राफ्ट बेसिकली साइट की रिपोर्ट हमारे लिए तैयार रख रहा है। नेटक्राफ्ट बोल रहा है कि हाँ इस साइट से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट थी मैंने तैयार कर लिया, आप आके देख सकते हैं। उसके लिए हम साइट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली नेटक्राफ्ट की साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि पहले API या पेड वर्जन के फॉर्मेट में काम कर रही थी बट हमें फ्रीली इन्फॉर्मेशन अब प्रोवाइड करा रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें WSCubeTech से रिलेटेड कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। सो नेटक्राफ्ट के हिसाब से इसकी 1 to 10 की रेटिंग में इसकी जो रेटिंग है वो 1 है। रिस्क रेटिंग जो कि होती है बेसिकली जो बताते हैं इसमें रिस्क कितना है, तो ये बता रहा है रिस्क कम है। ओके, साइट की रैंक बता रहा है हमें। देन जो साइट का URL यानी जो हमारा URL था वो यहाँ पे शो किया है। उसके बाद डोमेन का नाम शो किया है, जो नेटब्लॉक ओनर है उसका नाम दिखाया है, नेम सर्वर हमें यहाँ पे दिखाया है नेटब्लॉक ओनर का, होस्टिंग कंपनी हम होस्टिंग सर्वर कौन सा का यूज ले रहे हैं वो बता रहा है, होस्टिंग कंट्री बता रहा है, एंड IP एड्रेस ऑफ द डोमेन, ये जो हमारा डोमेन है उसका IP एड्रेस बता रहा है। ओके, DNS एडमिन की मेल ID यहाँ पे, ये इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट है। जो DNS एडमिन था उसकी मेल ID फिलहाल हमें यहाँ पे शो कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन लगा बता रहा है जैसे कि एड्रेस और ये। और देखते हैं यहाँ पे जो हमें सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो शो कर रहा है। यहाँ पे ये SSL और TLS सर्टिफिकेशन जो होती है उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। सो ओके, हम इसे यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ओके, अपेची यूज हो रहा है, कूल। सीरियल नंबर एंड सिग्नेचर एल्गोरिथम हमें दिखा रहा है जो SHA 256 है इसका। ओके, नाउ इसकी होस्टिंग हिस्ट्री है, कहाँ कहाँ से होस्ट हुआ है। ये बेसिकली जो होस्टिंग सर्वर है किन किस ऑपरेटिंग सिस्टम से चला है या किस किस जगह से चला है। सो बेसिकली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रन हुआ है। IP दिखा रहा है हमें, नेटब्लॉक ओनर दिखा रहा है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई नेटक्राफ्ट ने, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखा दी फ्रेंड्स। हमें बस एक एक्सटेंशन ऐड करना पड़ा, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिखाई है इसने। उसके बाद हम चल के देखते हैं यहाँ पे वेपेलाइजर के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम इस साइट को एक और बार रीलोड करेंगे
अभी इसने 15 टेक्नोलॉजी कैच करी है, तो एक बार हम और रिलोड करेंगे एंड देन हम वेबलाइजर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमें वेबलाइजर बताएगा कि इसने क्या क्या कैच करा है। तो आप देख सकते हैं कि विदगत्स क्या यूज हुए हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या यूज हुई है, लाइव चैट के लिए कौन सा टूल यूज हुआ है, अपेची जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली जो ग्राफिक्स प्रोवाइड कराई गई है वो कैसे कराई गई है, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यूज में हुआ है, और सोशल लॉगिन्स में फेसबुक लॉगिन प्रोवाइड करा गया है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वेपलाइजर नेटक्राफ्ट, जहाँ पे हमने केवल 2 एक्सटेंशन ऐड करके एक साइट के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन ली है। वो साइट किस टेक्नोलॉजी में बनी है, उस साइट में क्या क्या यूज हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आगे हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये पता लगाने में कि अब हम इस पर आगे टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। ये हमारे काम को बहुत आसान करेगी और बहुत ही एफिशिएंट टेस्टिंग और उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगी फ्रेंड्स। सो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था जो हम देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि एक साइट के कितने सब डोमेन्स हैं। एक साइट में एक जो डोमेन हमें मिला है उसके कितने सब डोमेन्स हैं, वो देखने के लिए हम 2 प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। सबसे पहले एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब डोमेन लुकअप, सब डोमेन फाइंडर। तो हम यहाँ लिखेंगे सब डोमेन फाइंडर एंड यहाँ पे हम सब डोमेन फाइंडर के बाद C99 लिख देंगे। बेसिकली मैं वही प्रीफर करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, सब डोमेन शो करेगा बेसिकली ये भी। सो यहाँ पे हमें केवल एक डोमेन एंटर करना है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कहीं आपसे डोमेन मांगेगा, कहीं आपसे यूआरएल मांगेगा। जब आपसे यूआरएल मांगा जाता है तब आप कंप्लीट यूआरएल देते हैं, लाइक https://www.wscubetech.com। बट जब आपसे डोमेन मांगेगा तब आप केवल wscubetech.com लिखेंगे। सो wscubetech.com एंड एंटर कर देते हैं। सो बेसिकली अब इसके सब डोमेन फाइंड करेगा, हमें दिखाएगा कि इसके कौन कौन से सब डोमेन ऑन है, कौन कौन से सब डोमेन की क्या आईपी है और कुछ और इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा रिजल्ट तैयार हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ टेक्नोलॉजी बता रहा है क्लाउडफ्लेयर की एंड बेसिकली हमें सबकी आईपी दिखा रहा है। जो भी सब डोमेन्स एक्टिव है उनकी आईपी दिखेगी, जो सब डोमेन्स एक्टिव नहीं है उनकी आईपी नहीं शो होगी। तो wscubetech पहला सब डोमेन है, दूसरा है proposal.wscubetech.com, फिर ब्लॉग, देन कोर्सेज, ऑटो डिस्कवर, सी पैनल, सी कैलेंडर, सीपी कॉन्टैक्ट्स, mail.wscubetech, वेब डिस्क एंड ऐसे ही काफी सारे सब डोमेन्स हमें यहाँ पे शो हो गए हैं फ्रेंड्स। और जितने ज्यादा सब डोमेन्स या रिलेटेबल डोमेन्स हमें मिलते हैं उतनी ही ज्यादा टेस्टिंग में मजा आता है, बिकॉज हमारे पास स्कोप बढ़ जाता है टेस्टिंग का। सो फ्रेंड्स, ये थे सब डोमेन्स हमने देखे, बेसिकली ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए देखे। अब हम एक और प्लेटफॉर्म के जरिए सब डोमेन्स ढूंढेंगे जिसको हम कहते हैं सब लिस्टर। ये बेसिकली एक स्क्रिप्ट है जो कि हमें सब डोमेन्स ढूंढने में हेल्प करती है और ये काफी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करती है। सो आइए इसे भी देख लेते हैं। इसे हमें सबसे पहले अपने काइल लाइनक्स में डाउनलोड करना पड़ेगा। सो उसके लिए हम लिखेंगे सब लिस्टर। फ्रेंड्स, यहाँ सब लिस्टर जब आप लिख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा SUBLIST3R लिखिएगा, SUBLIST3R एंड जस्ट एंटर कर दीजिए आप। सो यहाँ पे पहला गिटअप का URL आ जाएगा, आप गिटअप पे जाएंगे एंड जो कि गिटअप की फाइल को डाउनलोड करने का यानी क्लोनिंग करने का प्रोसेस होता है उसे हम फॉलो करेंगे। वो क्या है कि यहाँ पे हमें सारी फाइल शो हो रही है, हम कोड में जाएंगे, इस URL को कॉपी करेंगे एंड देन हमारे टर्मिनल पे जाएंगे, यहाँ पे रूट परमिशन देंगे। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। रूट परमिशंस देने के बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो या सेव हो। तो हम जाएंगे CD डाउनलोड में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर पड़े हैं, अब यहाँ ही पे हमें सब लिस्टर के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। तो हम लिखेंगे git space clone। अगर आपके git clone लिखते हुए कोई एरर आ रहा है, यानी वो बता रहा है कि आपके पैकेज git नॉट फाउंड या कोई भी ऐसा एरर आ रहा है, तो आपको apt का इंस्टॉल git करना है। जैसे आप apt का इंस्टॉल git कमांड को रन करेंगे, आपके पास git सॉफ्टवेयर जो है वो git का जो पैकेज है वो डाउनलोड हो जाएगा एंड देन उसके बाद आप git clone कमांड को रन कर सकते हैं। अब हम Ctrl+Shift+V के जरिए उस URL को पेस्ट कर देंगे एंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोनिंग सबलिस्टर नाम का एक फोल्डर बना के जो भी फाइल जो उसमें डाउनलोड करी जा रही है ls करके देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबलिस्टर नाम का फोल्डर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो उसके अंदर चल के देखते हैं CD SUB। फ्रेंड्स, एक और आपको शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे ही अगर हम किसी फाइल का नाम लिखते हैं और वो फाइल हल्की सी भी यूनिक है, लाइक यहाँ पे कोई भी फाइल सबलिस्टर या इस नाम से नहीं है या इस नाम से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप स्टार्टिंग के 1-2 डिजिट लिखने के बाद अगर टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है जो हमारा काम आसान करती है। देन हम एंटर करेंगे तो हम इस फोल्डर के अंदर है, ls के जरिए हम इसकी फाइल्स देखेंगे, लिस्ट डायरेक्टरीज एंड यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कुछ फाइल्स प्रोवाइडेड है। अब हमें इसको यूज कैसे लेना है, अगर आप देखो हम ऐसे काफी सारे पैकेजेस काफी सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, जरूरी नहीं है हमें सबको इंस्टॉल करना है, सबका प्रोसेस पता हो, बट गिटहब हमारी इसमें हेल्प करता है। जहां से हमने इसे डाउनलोड करा था वहीं जाके थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसको यूज करने का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गिट क्लोन के जरिए हमने इसे इंस्टॉल करा एंड देन हमने केवल इसे पाइथन के जरिए रन कर दिया। उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो रिक्वायरमेंट्स वाली फाइल होती है, यानी जो कुछ पैकेजेस इस सबलिस्टर को जरूरत है उनको इंस्टॉल करा है। कैसे करा है
pip install -r and requirements.txt। तो जैसे इसने कमांड लिखा तो requirements.txt के अंदर जो भी पैकेजेस के नाम थे उन सारे पैकेजेस को pip कमांड के जरिए इंस्टॉल कर लिया गया। सो हम सबसे पहले इस कमांड को रन करेंगे एंड देन उसके बाद हम जो आगे के प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सो चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, कमांड पेस्ट करते हैं, ओके लिख लेते हैं pip install -r एंड जो फाइल का नाम था requirements.txt जो कि यहाँ पे पड़ी आप देख सकते हैं। तो हम REQ लिखेंगे एंड देन टैब दबा देंगे, सो कंप्लीट नेम आ जाएगा, हम एंटर करेंगे। सो यहाँ पे क्योंकि हम ऑलरेडी रूटेड परमिशन में है तो हमें sudo लिखने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे ही एंटर करा ये बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फाइल को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं जो हमें रिक्वायरमेंट्स फाइल थी वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे अब हमारा काम है केवल sublister.python फाइल को रन करना। तो उसके लिए हम लिखेंगे python sublister.py, ओके एंड देन एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद ये फाइल रन हो जाएगी। सो फ्रेंड्स ये जो हमारी सबलिस्टर वाली फाइल है पाइथन की जिसको हम रन करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक एरर जनरेट हुआ और ये एरर मोस्टली इसलिए जनरेट होता है जब हम सही पाइथन के वर्जन से रन नहीं करते। सो हम एक बार पाइथन 3 के जरिए इसको रन करके देखते हैं, एंटर करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं ये परफेक्टली काम कर रहा है। नाउ इसके हम ऑप्शंस को यूज में लेके इसको समझेंगे कि हम इसको कैसे यूज ले सकते हैं। तो फिलहाल हमें यहाँ पे जो ऑप्शन शो कर रहा है कि -h के जरिए आप इसकी हेल्प देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे python 3 sublister.py के बाद -h लगा के एंटर करेंगे तो इसकी जो हेल्प है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगी कि इसको कैसे यूज लेना है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो अगर हमें एक डोमेन ऐड करना है जिसके हमें सब डोमेन चाहिए तो हम -d फंक्शन को यूज में लेंगे, ओके -d फंक्शन को यूज में लेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, सो हम यहाँ पे हमारा जो कमांड था अपर एरो के जरिए जो लास्ट हमने कमांड लिखा था उसे कॉल करेंगे एंड यहाँ पे जो हम लास्ट कमांड लिखा था वो ये था एंड इसके बाद -d लगा के हम यहाँ पे आगे हमारे डोमेन का नाम लिख देंगे जो कि है wscubetech.com एंड देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे अब ये हर प्लेटफॉर्म के जरिए, हर API के जरिए इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी सब डोमेन्स फाइंड कर सकती है हमें यहाँ पे फाइंड करके प्रिंट कर देगी। सो ये थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंड्स, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, उसके बाद ये जल्दी से हमें सब डोमेन शो कर देगी जैसे कि इसने कर दिया है। तो यहाँ पे जितने भी इसके एक्टिव सब डोमेन्स थे वो इसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिए। जितने भी एक्टिव सब डोमेन्स थे वो सब डोमेन जो एक्टिव ही नहीं है वो इसने प्रिंट नहीं करा है। सो ये था फ्रेंड्स हमारा दूसरा टॉपिक जहाँ पे हमने देखा कि हम सब डोमेन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन सब डोमेन्स का यूज क्या है ये हम आगे देखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। सो सब डोमेन्स फाइंड करने के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है जिसमें हमें हिडन लिंक्स देखनी है, एक साइट के अंदर जो लिंक्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो वो हम दो तरीके से देख सकते हैं, पहला लिंक एक्सट्रैक्टर एंड देन डब के जरिए। उसके अलावा भी कई अलग अलग चीजें हैं जो हम धीरे धीरे ट्राई करते जाएंगे। सो फिलहाल हम इन दो प्लेटफॉर्म्स को यूज लेके एक साइट के अंदर की जितनी भी, एक डोमेन के अंदर जितनी भी लिंक्स है, एक वेबसाइट के अंदर जितनी भी लिंक्स है उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, या कोई ऐसी लिंक जो हिडन है जो हमें देखनी चाहिए वो भी देखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ मैं, CLER क्लियर से बेसिकली जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी टर्मिनल की, ओके। सो हम फ्रेश काम कर सकते हैं यहाँ पे। एंड जो अब हमें चाहिए है लिंक एक्सट्रैक्टर एंड डब। तो सबसे पहले लिंक एक्सट्रैक्टर जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हमारे लिए इजी करेगा काम। सो हम यहाँ लिखेंगे लिंक एक्सट्रैक्टर एंड फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो वेब टूल हब है आप इसी का लिंक एक्सट्रैक्टर यूज में लीजिए, अच्छा काम करता है। बाकी आप कोई भी यूज ले सकते हैं, आउटपुट सबसे करीब करीब एक ही आएगा। यहाँ पे अब हमसे URL मांग रहा है, कंप्लीट URL, एक डोमेन नहीं मांग रहा, कंप्लीट URL मांग रहा है। तो हम जाएंगे कंप्लीट URL लेंगे, सो फ्रेंड्स यही वो कंप्लीट URL है, यही वो कंप्लीट वेबसाइट है जिसके अंदर के हम हिडन URLs देखना चाहते हैं, हिडन लिंक्स देखना चाहते हैं, वो लिंक्स जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। मतलब इसकी जितनी भी लिंक्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देन देखेंगे उसमें से कौन सी लिंक हमारे लिए काम की है, या कोई डायरेक्टरी या कोई फाइल है जो हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम डब के जरिए भी देखेंगे। तो आइए इस लिंक को लिंक एक्सट्रैक्टर में कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने जो आउटपुट था वो यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। अब इसने यहाँ पे जितनी भी लिंक्स या एक्सट्रैक्ट कर सकता था इस साइट के अंदर से, हमें एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करिए यहाँ पे। तो देखते हैं वो क्या क्या URLs हैं। यहाँ पे जितनी भी ऊपर URLs आ रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज URLs है, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। सो यहाँ जितने भी URLs आ रहे हैं ये सारी इमेजेस की URLs हैं। यहाँ पे आप किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली वो इमेज ओपन हो जाएगी, ओके। सो यहाँ इमेज URLs मिले हैं हमें। उसके अलावा और देखते हैं,
ये सारे इमेज की यूआरएल्स हैं, काफी सारी इमेजेस। देन सीएसएस के कुछ यूआरएल्स हैं, जो सीएसएस फाइल्स होती हैं उसके यूआरएल मिला है हमें। जावास्क्रिप्ट का यूआरएल मिला है। जनरल जो यूआरएल्स हैं जो ऑल ओवर वेबसाइट में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, वो सारे यूआरएल मिले हैं, जिसमें कुछ जावास्क्रिप्ट भी मिल जाएगी, डब्ल्यूस्क्रिप्ट का होम पेज मिल जाएगा, उसके अलग अलग ट्रेनिंग्स के पेजेस मिल जाएंगे, अलग अलग कोर्सेज के पेजेस मिल जाएंगे। यहाँ पे लॉगिन पेज भी दिखा रहा है, टाइटल लॉगिन फॉरगॉट पासवर्ड, ओके। सो यहाँ पे जो s.store है और ऐसे ही जितने भी यूआरएल हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। इसमें से कौन सा काम कर और उनसे कैसे यूज में लेंगे ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम जितने भी लिंक्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डोमेन में से, एक वेबसाइट में से, वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सारे यूआरएल्स देख लिए हैं, काफ़ी सारे यूआरएल्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे हेल्पफुल भी हमारे लिए काफ़ी यूज आने वाले हैं। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे डब के जरिए। डब के जरिए हम इस साइट की कितनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कितने ज़्यादा यूआरएल्स या फिर डायरेक्टरीज फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली डब एक ऐसा टूल है जो हमें काई लिनक्स में प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। तो उसको हमें रन करने के लिए रूट परमिशन देने के बाद केवल इतना लिखना है डब, एंड देन प्रेस एंटर करेंगे हम, तो ये इसकी हेल्प हमारे सामने आ जाएगी कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए डब के जरिए अब हम देखते हैं हम कितनी ज़्यादा फाइल्स जो हैं, कितनी ज़्यादा डायरेक्टरीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे डब के बाद जो है wscubetech का एक डोमेन है, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, कंप्लीट यूआरएल हमें देनी है, एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा सो ये अपनी वर्ड लिस्ट लगा के ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो लगा के जो रियल डायरेक्टरी फाइंड करेगा। कैसे करेगा, इसका स्टेटस कोड जैसे ही 200 आता है तो इसका मतलब ये जो डायरेक्टरी है ये वैलिड है, ये जो पेज है ये एक्सेस हो रहा है। स्टेटस कोड 200 क्या बोलता है कि ये करेक्टली कनेक्शन इसमें स्टैब्लिश हो रहा है, ये पेज जो है हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। एंड जो अलग अलग स्टेटस कोड होते हैं वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। सो यहाँ पे ये बेसिकली कुछ ऐसे फाइल्स के नाम या फोल्डर्स के नाम एक एक करके टेस्ट कर रहा है, जो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ ये अपना काम कर रहा है, लिंक एक्सट्रैक्टर में अपना काम कर दिया है। ऐसे ही हम डब और लिंक एक्सट्रैक्टर के जरिए काफ़ी सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स की इंफॉर्मेशन जो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो निकाल सकते हैं। आगे हम कुछ और एडवांस टेक्निक्स देखेंगे, हम किस तरीके से और इफेक्टिवली इनके स्ट्रक्चर को पता लगा सकते हैं। फिलहाल इस पॉइंट के लिए इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं। सो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम एक वेबसाइट में जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज होती हैं उनके जो हेडर्स होते हैं उनकी सिक्योरिटी चेक करेंगे। हेडर जो हमने देखा था, आपको याद हो तो होस्ट हेडर देखा था, यूजर एजेंट देखा था और ये सारे हेडर्स देखे थे हमने। तो इन हेडर्स की सिक्योरिटी अच्छी है कि नहीं है हम ये चेक करेंगे, वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम है security headers.com। सो सिक्योरिटी हेडर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जो भी यूआरएल देंगे ये उसके जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस के हेडर्स होते हैं उनकी वल्नरेबिलिटी चेक करेगा, उनकी सिक्योरिटी चेक करेगा। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। हम wscubetech के पहले एक रिक्वेस्ट का यूआरएल ले लेते हैं, wscubetech.com में जाते हैं हम। सो यहाँ पे हम बेसिक जो होम पेज है सबसे पहले उसी के हेडर्स को चेक करते हैं। तो हमने इस यूआरएल को कॉपी कर लिया है एंड यहाँ पे हमने उस एड्रेस को पेस्ट कर दिया है, एंड देन हमें बस स्कैन रन करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि इसके जो हेडर्स हैं उनकी सिक्योरिटी एफ है। एफ यानी बहुत ज़्यादा वर्नेबल, जो लास्ट स्टेज ऑफ वर्नेबिलिटी होती है, यानी काफ़ी ज़्यादा वर्नेबल है। क्या क्या वर्नेबल है ये हमें बताएगा। यहाँ पे इसने रेड मार्क कर दिया है कि इन हेडर्स में वर्नेबिलिटी है, और क्या है वो हम नीचे चेक कर सकते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो यहाँ पे जितने भी रेड पार्ट्स आ रहे हैं इसका मतलब ये जो हेडर्स है मिसिंग है। ये हेडर्स जो अपना काम करते हैं ये वहाँ पे होने चाहिए थे, जो जस्ट बिकॉज ये हेडर्स मिसिंग है तो ये जो रिक्वेस्ट है ये इसको वर्नेबल बना रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सिक्योरिटी हेडर्स चेक। ऐसे ही हम किसी भी यूआरएल का, यानी इस साइट के थोड़ा अंदर जाके भी किसी भी यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके उसके जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज है उसमें जो हेडर्स ऐड हो रहे हैं वो वर्नेबल है कि नहीं है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक और टॉपिक जिसके हमने सिक्योरिटी हेडर्स के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे एक डोमेन की आईपी कैसे देखें एंड उस डोमेन की बफर साइज। बफर साइज क्या होता है। यहाँ पे हमारा डब अभी भी काम कर रहा है, न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। ओके, रूट परमिशन दे देते हैं। सो बेसिकली आईपी और बफर साइज इन दो के बारे में आज समझने वाले हैं। एक डोमेन की आईपी निकालना बहुत आसान है, अभी हम देखेंगे। दूसरी चीज है बफर साइज। तो पहले आईपी देखते हैं एक बार हम। आईपी देखने के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, हमें लिखना है पिंग एंड देन उस डोमेन का नाम wscubetech
.com। सो जैसे ही हमने इस डोमेन का नाम लिखा, एंटर करा, सो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट गई जो उसको पिंग करके आई, तो हमें उसका आईपी मिल गया है। ये जो आईपी है ये है हमारे WS TubeTag डोमेन का आईपी। सो इस आईपी को हम कॉपी कर लेते हैं Ctrl+Shift+C के जरिए, एंड देन अब हमारा काम है इसकी बफर साइज पता लगाना। ये बफर साइज क्या है फ्रेंड्स? बफर साइज बेसिकली एक जो सर्वर होता है उसकी लिमिट होती है। उसकी लिमिट क्या होती है कि वहाँ पे जो पैकेट आ रहा है एक बार में कितने पैकेट आ सकते हैं या फिर कितनी साइज का पैकेट आ सकता है, क्योंकि उससे अगर ज़्यादा पैकेट आएगा तो वो साइट डाउन हो जाएगी, वो साइट आगे की जो पैकेज उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक बार में एक एप्पल खा सकते हैं, अगर आपके पास 2-3 एप्पल रख दिए जाए तो आप क्या करेंगे? आप एक एप्पल को फिनिश करेंगे, देन ही आप दूसरे एप्पल को खा पाएंगे। सो यही प्रोसेस कुछ एक साइट में होता है या प्रोसेसिंग में होता है कि जब उसके पास ऑलरेडी एक पैकेट है, जो उसकी लिमिट है, वो एक पैकेट को ही अगर सॉल्व कर सकता है, तो सो बाकी की जो पैकेट आ रहे हैं उनको वेट करना पड़ेगा जब तक ये पैकेट प्रॉपर फिनिश ना हो जाए या इस पैकेट की प्रोसेसिंग ना हो जाए। तो ऐसे ही प्रोसेसर और सर्वर्स काम करते हैं। तो हम यहाँ बफर साइज क्यों पता लगा रहे हैं? हम बफर साइज इसलिए पता लगा रहे हैं कि ये जो सर्वर है इसकी लास्ट लिमिट क्या है, बफर लास्ट लिमिट पता लगाएंगे कि यानी इस रेंज से बड़ा, अगर इस साइज से बड़ा पैकेट इस साइट पे आ जाता है तो ये उसको लोड नहीं ले सकता, ये उस पैकेट को रीड नहीं कर सकता। तो उसको हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो, यानी जब लिमिट से ज़्यादा पैकेट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस साइट की जो बफर साइज हुई, अगर वो हुई कि 1400 बाइट्स के पैकेट को रीड कर सकता है एक बार में, यानी 1400 बाइट्स के पैकेट पे काम कर सकता है, तो हर पर्सन जब एक पैकेट भेजता है तो वो 32, 64 या जितने भी बाइट्स का पैकेट जाएगा, ये पैकेट जा रहा है, लोड होगा, उसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जब 1400 से ज़्यादा के पैकेट्स इसके पास एक ही बार में आने लग जाएंगे तो उसके आगे जितने भी पैकेज आएंगे उन यूजर्स को वेट करना पड़ेगा, यानी साइट, हम कहते हैं सर्वर डाउन चल रहा है। ये इसी वजह से होता है कि लिमिट से ज़्यादा जब यूजर्स एक साइट पे आ जाते हैं तब वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती। सर्वर की लिमिट है कि इतने ही पैकेट को प्रोसेस कर सकती है, अगर उससे ज़्यादा पैकेज आ जाएंगे तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो हमारा काम, जो बेसिकली DDoS अटैक भी कह सकते हैं, हम उसको डॉस अटैक भी कह सकते हैं, यानी एक लिमिट से ज़्यादा किसी सिस्टम पर अगर हम डेटा भेज देते हैं, जिसको बफर ओवरफ्लो भी कहेंगे, तो उस केस में वो सिस्टम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता, वो साइट डाउन हो जाती है, वो आगे के पैकेज को प्रोसेस नहीं कर पाती है। तो हम इसको सही कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम सबसे पहले इसकी लिमिट देख लेते हैं, एक बार लिमिट क्या है और उसको आगे समझेंगे हम कैसे सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो बफर साइज है, बफर साइज पता करने के लिए, क्योंकि हमने आईपी तो पता लगा लिया, आईपी क्या है, यही काम हम सेम विंडोज़ में भी कर सकते हैं। तो इसको एक बार हम विंडोज़ में प्रेफर करेंगे, बिकॉज विंडोज़ में जो पिंग है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं विंडोज़ में जाके हम CMD ओपन करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। एंड CMD ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पिंग एंड जो हमारा डोमेन का नाम है wstube.tag.com। सो यहाँ पे इसकी आईपी आप देख सकते हैं सेम है जो पहले आई थी, एंड इसी आईपी पे हमें बफर साइज चेक करनी है। सो यहाँ पे हमें आईपी मिल गई है। अब हम इस आईपी की बफर साइज देखेंगे, यानी ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम की आईपी है उसकी लिमिट क्या है, वो एक बार में कितने साइज के पैकेट को प्रोसेस कर सकता है। तो इसको समझने के लिए हम लिखेंगे पिंग, एंड सबसे पहले हम पिंग की हेल्प देख लेंगे -h। तो यहाँ पे जो पिंग की हेल्प हमारे सामने आ गई है, यहाँ हम देख सकते हैं कि पिंग किस फंक्शन के साथ कैसा परफॉर्म करता है। सो फिलहाल यहाँ पे इसका फ्रेगमेंटेशन करेंगे हम, जो फ्लैग है वो फ्रेगमेंट ना हो, इसलिए हम -f ऑप्शन यूज में लेंगे, एंड उसके साथ ही साथ हम जो है -l ऑप्शन यूज में लेंगे, जो कि जो पैकेट है उसकी साइज सेट कर रहा है। तो अभी अगर हमने बाय डिफॉल्ट पिंग करा था तो आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट आया था कि इसने बाय डिफॉल्ट 32 बाइट्स का एक पैकेट भेजा, ठीक है। एंड ये जो TTL है 45, इसका क्या सेंस है वो भी मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है TTL। तो 32 बाइट्स का ये जो पैकेट गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो पैकेट है इसकी साइज बढ़ा रहे हैं, उसका फ्रेगमेंटेशन हटा रहे हैं। तो हम करेंगे पिंग -f फॉर फ्रेगमेंटेशन हटाने के लिए, फ्रेगमेंटेशन यूज ना करना है, एंड -l फॉर साइज ऑफ पैकेट, जहाँ पे हम 1400 लेके चलते हैं, तो हम 1400 पैक जो है 1400 जो है पैकेट की साइज डालेंगे, एंड उसके बाद जो आईपी है वो डालेंगे। सो आईपी क्या थी, 192.185.141.193। ओके, सो -f l 1400 एंड IP एंड एंटर करेंगे। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पैकेज जा रहा है ये 1400 बाइट्स का जा रहा है, एंड 4 पैकेज जाते ही ये बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जा रहा है। इसलिए मैं CMD में आपको करा रहा हूँ, बिकॉज इसका जो परफॉर्मिंग स्टेज है वो अच्छा है। अगर हम फ्लडिंग भी करेंगे, फ्लडिंग भी ट्राई करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड देता है। सो
यहाँ पे इसने दिखा दिया है बेसिकली तो 1400 बाइट्स का एक पैकेट जा रहा है, उसका रिस्पांस भी बराबर आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 पैकेट भेजे थे और 4 रिसीव हो गए हैं। तो हमें ये देखना है कि इसकी लास्ट लिमिट क्या है, किस लिमिट पे आके ये एरर जनरेट करेगा या फिर पैकेट का रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। इसको हम 1500 कर देते हैं एंड 1500 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? पैकेट नीडेड टू बी फ्रेगमेंट। सो यहाँ पे एंड हमने डोंट फ्रेगमेंट सेट कर रखा है। तो अब हम इस पैकेट की साइज को कम करेंगे। इसको हम कर देते हैं 1400 हमने पहले रखा था 1450 रख देते हैं एंड यहाँ इसका रिस्पॉन्स जो है वो आ रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हम क्लोज करेंगे और इससे थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू डाल के देखेंगे। ओके सो हाँ, बेसिकली हमें 1400 के बाद डालनी थी, तो हम इसको करते हैं 1480। ओके तो 1480 में एरर आ रहा है, यानी 1480 से 1450 के बीच की कोई वैल्यू है जो कि इसकी लास्ट लिमिट होगी। तो हम बीच की कोई वैल्यू लगाते हैं इसमें 70 पे भी एरर आ रहा है। ग्रेट, थोड़ा और कम चलते हैं 60 पे जो पैकेज जा रहा है, यानी 60 और 70 के बीच में कोई वैल्यू है। तो एक बार हम 65 लगा के देख लेते हैं। 65 पे एरर आ रहा है। 63 पैकेज साइज, ओके 63 पे जा रहा है एंड जो लास्ट है वो है 64 पे भी पैकेज जो है वो जा रहा है। तो एक और बार हम 65 लगा के देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखा कि जैसे ही हम 64 जो लास्ट इसकी लिमिट है, यानी अगर हम पैकेट भेज रहे हैं, सो बेसिकली जो सर्वर इसकी लिमिट क्या है, ये सर्वर जो एक पैकेट को प्रोसेस कर सकता है उस पैकेट की बाइट्स क्या है 1464, यानी 1464 से एक बाइट ऊपर कोई भी पैकेट हुआ तो ये उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो इसकी लिमिट क्या थी? 1464 बाइट्स इसकी लिमिट है। उसके ऊपर अगर कोई पैकेट आता है तो उसको हम बफर ओवरफ्लो कहेंगे, यानी इसकी रेंज से ऊपर के पैकेज आएंगे। अब अगर आप मान लीजिए इसकी जो रेंज है, जो इसकी लास्ट लिमिट है 1464, अगर इसके पैकेज लगातार आते जाएंगे तो क्या कोई और यूजर इससे कनेक्ट होना चाहेगा तो फिर वो कनेक्ट हो पाएगा। तो यही फ्रेंड्स बफर साइज पता लगाने का रीजन होता है, बिकॉज हमें उस सर्वर की जो रेंज है, सर्वर की जो लिमिट है वो पता पड़ जाती है। उसके ऊपर उसको डॉस अटैक भी माना जा सकता है, बिकॉज सर्वर डाउन जाएगा और अगर ऐसे लगातार पैकेज आते जाएंगे तो सर्वर मिसबिहेव करने लग जाएगा। सो ये था हमारा आईपी और पिंग का सेशन। इसके आगे इसको क्या यूज ले सकते हैं और कैसे यूज में आएगा हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, जो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर हम SSL टेस्ट करेंगे, यानी एक HTTP साइट होती है। HTTP वेबसाइट में जैसे ही हम SSL सर्टिफिकेट ऐड करते हैं वो साइट HTTPS परफॉर्म होने लग जाती है, यानी वो सिक्योर सर्वर लेयर जो होती है SSL उसका काम होने लग जाता है। बट हमने जो SSL सर्टिफिकेट ऐड किया है क्या वो सिक्योर है, क्या उसकी वर्नेबिलिटी है कोई, या फिर वो प्रॉपर्ली सिक्योरली काम कर रहा है, ये हमें टेस्ट करना होता है। तो हम एक SSL टेस्ट करेंगे, SSL टेस्ट। सो यहाँ पे हम SSL लैब्स में आ गए हैं। SSL लैब्स में आने के बाद SSL टेस्ट का जो नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ हम जो भी होस्ट नेम प्रोवाइड करेंगे ये उसकी SSL सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देखेगा कि वो कितना वर्नेबल है या उसमें क्या कमियां है। तो उसकी सिक्योरिटी चेक करने के लिए हम SSL टेस्ट को रन करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं wscubetech.com। सो यहाँ इसने जो अपना प्रोसेस था वो स्टार्ट कर दिया है। अब ये बेसिकली इसका जो SSL सर्टिफिकेट है हर एक यूजर एजेंट से उसको रिक्वेस्ट भेजेगा और ये देखेगा कि वो किस में अच्छे से परफॉर्म कर रहा है और नहीं कर रहा है, यानी इसकी जो भी सिक्योरिटी इश्यूज है वो सारे हमें शो करेगा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें जो SSL सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन थी इसने देनी स्टार्ट कर दी है। सीरियल नंबर बता रहा है कब से कब तक वैलिड है, यानी SSL कब ऐड किया तो इसे कब अपडेट करना पड़ेगा वापस। फिलहाल प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है, कंप्लीट हो रहा है, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके सो जब तक ये बेसिकली सारी यूजर एजेंसीज को रिक्वेस्ट भेज रहा है तब तक हम जो इन्फॉर्मेशन आई है उसे पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पे इश्यूज में R3 बता रहा है। ओके 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 एंड ट्रस्टेड है। ओके ग्रेट। सो 5% और बाकी है, इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं। सो यहाँ पे हमारे SSL की कंप्लीट टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट हमारे सामने जनरेट होकर आ गई है। इश्यूज जो ओवरऑल रेटिंग आ रही है, जो इसकी सिक्योरिटी की रेटिंग आ रही है वो A है। बेसिकली बेस्ट होती है A+, बट A आ रही है तो ये भी अच्छी। अब कमी कहाँ रह गई है, A क्यों आई है वो देखते हैं। सो यहाँ पे आपको जो भी रेडिश मार्क या ऑरेंजिस मार्क दिखेंगे उस पर आप उनको ध्यान देना है बेसिकली। तो हम जो नीचे आते हैं थोड़ा और यहाँ पे हम नीचे आके देख सकते हैं कि इसने हर यूजर एजेंट से, यानी एक हर डिवाइस से
हर ब्राउजर से इसको एक रिक्वेस्ट भेजी और ये देख रहा है कि उसके रिस्पॉन्स कैसा आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो i11 विन फोन 8.1 से इसने जो रिक्वेस्ट जनरेट करी, तो जो हमारे SSL सर्टिफिकेट था उसने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करा है, यानी SSL सर्टिफिकेट वहाँ पे सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये उस जगह वर्नेबल है। और ऐसे ही कुछ और हम सफारी के 8 एंड iOS 8.4 ये कुछ वर्जन्स देख सकते हैं जहाँ पे जो SSL है ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हैंडशेक है ये फेलियर हुआ, यानी SSL अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसकी सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो ये कुछ ऐसे ब्राउजर्स और डिवाइसेस है जहाँ पे SSL अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, यानी इन डिवाइसेस से अगर हम साइट को एक्सेस करें तो SSL सही से काम नहीं करेगा। तो ये थी SSL सिक्योरिटी चेक। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइट है ये HTTPS ना चल के HTTP चलेगी, और कुछ और जो सिक्योरिटी साइट पे ऐड होनी चाहिए थी। अगर हम इन डिवाइसेस से, जिसमें रेड मार्क आ रहा था, हैंडशेक कैप्चर जो था, हैंडशेक जो था वो फेलियर बता रहा था, अगर हम उनसे इसको साइट को एक्सेस करते हैं तो ये साइट अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, इसका SSL सर्टिफिकेट जो था वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये इसकी एक वल्नरेबिलिटी है फ्रेंड्स। इस वल्नरेबिलिटी के जरिए हम और क्या क्या कर सकते हैं ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है वे बैक मशीन, यानी वे बैक मशीन क्या है और क्या काम करती है। फ्रेंड्स archive.org की वे बैक मशीन एक ऐसी मशीन है, यानी वे बैक ये बता रही है टाइम ट्रेवल जैसी मशीन है, लेकिन इंटरनेट के वर्ल्ड में, यानी वेबसाइट्स के लिए। ये हमें ये बताती है कि जो वेबसाइट है ये उसका टाइम ट्रेवल दिखाती है हमें, यानी वो कब स्टार्ट हुई थी एंड उस स्टार्ट होने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस और अपडेट्स आए हैं। यानी अगर मान लीजिए मैंने अपनी एक साइट लॉन्च करी थी, यानी अपनी एक साइट होस्ट करी थी आज से काफ़ी साल पहले, और उस साइट में मेरे को इतना ध्यान नहीं था बिकॉज तब इतनी टेक्नोलॉजी इतनी इंट्रोड्यूस नहीं हो रखी थी, या फिर मेरे को इतना नहीं पता था कि क्या शो करना है क्या नहीं करना है। तो मेरी जो वेबसाइट थी वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं थी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पर अवेलेबल थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो कि मैंने आज तो हटा दी है पर उस वक्त में नहीं हटाई हुई थी। तो ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसी ही कुछ वर्नेबिलिटीज जो साइट में उस वक्त थी वो मैं वे बैक मशीन से देख सकता हूँ। यानी मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ इंटरनेट में, मैं बैक जाके उन अपडेट्स को देख पा रहा हूँ कि मैंने किस टाइम पे अपनी साइट में क्या क्या अपडेट्स किए थे। तो ऐसे ही मैं उन साइट्स की वर्नेबिलिटी देख सकता हूँ, या फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ जो कि अब उस साइट पर अवेलेबल नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे यूज करेंगे। हम लिखेंगे वे बैक मशीन। सो हम इंटरनेट का टाइम ट्रेवल करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलते हैं वे बैक मशीन पे टाइम ट्रेवल करने, एंड यहाँ पे हम जिस डोमेन पे टाइम ट्रेवल करेंगे वो है WSCubeTech। हम WSCubeTech को देखते हैं कब से बनी थी, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पहले कैसी दिखती थी, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है जो पहले साइट पे थी और अभी नहीं है, और इसको बहुत अच्छे से डीप रिव्यू भी करेंगे हम फ्यूचर में। सो यहाँ पे हमें जो बेसिकली WSCubeTech का कंप्लीट URL है वो डालना है। तो ओके, यहाँ पे WSCubeTech का जो URL हम उसे कॉपी कर लेते हैं एंड चलते हैं टाइम ट्रेवल करने। एंड देन ओके, सो ब्राउज हिस्ट्री, यानी इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है जब से ये बनी है, इसके स्क्रीनशॉट्स जो भी है इन्फॉर्मेशन वो हमें शो करें। सो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका फॉर्मेट बहुत अच्छा है। ये बेसिकली हमें कैलेंडर शो कर रहा है, ये हमें बता रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि आप कौन से साल में जाके देखना चाहते हैं कि साइट कैसी दिखती थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो सबसे पहले एक्टिविटी है ये 2010 में हुई है। तो 2010 में अगर हम जाते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं स्क्रॉल डाउन करके कैलेंडर में कि 23 तारीख को, 23 नवंबर को इस साइट में कुछ हुआ था, कोई चेंज हुआ था, कोई भी अपडेट, भले ही होस्ट ही क्यों ना हुई है, कुछ चेंज हुआ था। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें बता रहा है कि कितनी बजे ये चेंज हुआ था। तो हम इस टाइम पे जाके जो इसका स्नैपशॉट, यानी जो इसकी इमेज है, यानी जो इसका एक वेब इमेज है वो देख सकते हैं कि क्या चेंज हुआ था या उस वक्त ये कैसी दिखती थी। सो यहाँ पे हम पहुँच गए फ्रेंड्स WSCubeTech के 2010 वर्जन में। ये है हमारी WSCubeTech, ये कुछ ऐसी दिखती थी। यहाँ पे रिक्वेस्ट सबमिट करने का फॉर्म है सामने ही। तो ये कुछ सर्विसेज हैं, पोर्टफोलियोज हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें हैं जो ये वेबसाइट करती थी, जो उस पर WSCubeTech करती थी। कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं, क्या मिलता है, कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स, पुराने मोबाइल नंबर, एड्रेस या कुछ भी। सो ये बेसिकली इसका पहला एड्रेस है, जब ये बनी थी तब इसका एड्रेस क्या था, और काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पर्सनल मेल आईडी है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें दिख रही है। और ऐसे ही हम साइट को और विजिट करेंगे तो हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा इस साइट के अंदर नहीं जाऊँगा मैं। सो बेसिकली हम
टाइम ट्रेवल कर रहे हैं वेबैक मशीन के जरिए। हम किसी भी डोमेन को, आपके दिमाग में जो भी डोमेन आए, आप पर्सनली उस पर जाके एक बार देख सकते हैं कि ये साइट जब बनी थी तब कैसी दिखती थी, या उस वक्त इसके पास क्या क्या परमिशंस थी, और कुछ बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और बहुत ही आपको अट्रैक्ट करने वाली चीज़ आपको दिखेगी, बहुत ही यूजफुल चीज़ आपको दिखेगी। तो वेबैक मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स, आप अच्छे से देखिएगा। आप इसके सारे अपडेट्स देख सकते हैं, जैसे कि हमने देखा था जो हमें कैलेंडर शो हो रहा था, हम किसी भी टाइम में जाके जितने भी इस पर अपडेट्स हुए थे, यानी जो सेकंड अपडेट देख लेते हैं क्या हुआ होगा। तो हम यहाँ चलते हैं, ओके थोड़ा और आगे चलते हैं हम। सो हम बेसिकली यहाँ पे 2001 या 2002 के आसपास देखते हैं क्या हुआ था। सो स्टूडेंट्स 2001-2002 के बीच में साइट अपडेट हुई थी, ये कुछ ऐसी दिखती थी। यहाँ जो इसका CSS फाइल है ये कम्प्लीटली रन नहीं हो पा रहा है, बट ठीक है, हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है और इनके अंदर जाके हम कुछ और इन्फॉर्मेशन और जो बाकी की चीज़ें हैं, इनकी पॉलिसीज़ हैं, उनको पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा टाइम ट्रेवलिंग। WS क्यूब टैग का हमने टाइम ट्रेवलिंग जो करा है, ऐसे ही आप किसी भी डोमेन का कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको अच्छे से आप एक्सपीरियंस करिएगा, इसको अच्छे से इसके अंदर जाके अलग अलग डोमेन्स के बारे में देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है SPF रिकॉर्ड टेस्ट, यानी एक जो साइट होती है जिसका मेल सर्वर होता है, तो हमें उसका SPF रिकॉर्ड टेस्ट करना चाहिए। क्या काम आएगा ये हम फ्यूचर में देखेंगे, और ये कैसे यूजफुल है। बेसिकली ये फेक मेलिंग से हमें बचा भी सकता है और फेक मेलिंग में हेल्प भी कर सकता है। सो इसके लिए हमें SPF रिकॉर्ड टेस्ट करना होता है। SPF रिकॉर्ड टेस्ट करने के लिए हम बस यहाँ पे लिखेंगे SPF टेस्ट, SPF टेस्ट एंड देन एंटर। एंड ये MX टूल बॉक्स ये भी अच्छा काम करता है। बेसिकली यहाँ पे हर चीज़ से रिलेटेड, टेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी इसके टूल्स हैं वो यहाँ मिल जाएंगे आपको। सो ओके हम यहाँ पे SPF रिकॉर्ड्स में आ गए हैं। यहाँ पे हमसे डोमेन मांग रहा है या फिर IP मांग रहा है ऑप्शनल में, तो हम डोमेन दे देते हैं wscubetag.com एंड देन SPF रिकॉर्ड चेक करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे SPF रिकॉर्ड्स आ गए हैं और एक प्रॉब्लम भी आई है। क्या 2 SPF रिकॉर्ड्स फाउंड हुए हैं। मैं इसको भी सॉल्व करा दूंगा, बट हाँ अभी आपको दिखा रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ पे 2 SPF रिकॉर्ड्स फाउंड हुए हैं, तो होना एक ही चाहिए। तो हम इसको पुराने जो SPF रिकॉर्ड है उसको मूव करा के एक ही रिकॉर्ड रखेंगे। तो यहाँ पे बस इतना सा जो है कमी मिली है। SPF रिकॉर्ड में दिखा है, नेम सर्वर जो था वो दिख रहा है, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो हम फाइंड प्रॉब्लम्स पे जब क्लिक करेंगे तो इसमें जो जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में भी हमें बताएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है SPF रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने जो SPF रिकॉर्ड की जितनी भी टेस्टिंग करी है, जो इसका रिजल्ट आया है उसके अंदर ये हमें बता रहा है कि इसको कोई भी प्रॉब्लम मिली नहीं है खास, बस एक प्रॉब्लम थी जो इसने हमें शो कर दी थी। ओके सो हम यहाँ पे डोमेन नेम डाल देते हैं WS क्यूब टैग। सो यहाँ पे SPF रिकॉर्ड से रिलेटेड इसने 11 प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करी है, जिसमें से कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स है और कुछ इन्फॉर्मेटिव प्रॉब्लम्स है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसने हमें यहाँ पे शो करी है। हम इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से रिजॉल्व कर देंगे। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूँ जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि हम ईमेल फुटप्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। एक ईमेल से रिलेटेड हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमें जो मेल्स आते हैं उससे रिलेटेड हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स ईमेल ट्रैकिंग बेसिकली क्या होता है। अगर आपके पास किसी का मेल आया है, कोई एनोनिमस मेल आया है या किसी का भी मेल आया है और आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप कैसे ले सकते हैं इस बारे में हम समझेंगे। उसको करने के लिए सबसे पहले हम एक टूल का यूज लेंगे, ईमेल ट्रैकर प्रो। इस टूल को आप डाउनलोड कर लीजिए। आप बस जाके सर्च करेंगे गूगल पे ईमेल ट्रैकर प्रो, तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। एंड यहाँ पे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए तो विंडोज़ के लिए, अदरवाइज आप लाइनक्स के लिए भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो बेसिकली हमारा ईमेल ट्रैकर प्रो है वो डाउनलोड हो रहा है, एंड मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस ईमेल ट्रैकर प्रो को इंस्टॉल करेंगे। यस, नेक्स्ट, ओके आई एग्री, ओके नेक्स्ट, ओके यहाँ पे ये सेव करेगा इसकी सारी फाइल्स को, नो इश्यूज। सो बेसिकली इसको जो पैकेजेस या फाइल्स ज़रूरी है ये उसे इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है। ओके ग्रेट। फ्रेंड्स ईमेल ट्रैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है आपसे मैं कुछ चीज़ें शेयर कर देता हूँ। ईमेल ट्रैकिंग के जरिए हम किसी भी पर्सन का अगर हमने ईमेल भेजा भी है और किसी से मेल लिया भी है, तो उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स और सर्विसेज है जिसमें हम काफ़ी सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
आपको कुछ टूल्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिसमें अगर आपने किसी को मेल भेजा है तो वो उस मेल के साथ क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है आप वो भी देख सकते हैं। यानी क्या उसने मेल किसी और को फॉरवर्ड करा है, उसने मेल रीड कब किया था, उसने उस मेल की फाइल को डाउनलोड करा है कि नहीं करा है, और जिसको फॉरवर्ड करा है वो कौन है। सो ये जितनी भी डिटेल्स है आप इतनी ज़्यादा ट्रैकिंग कर सकते हैं केवल ईमेल के जरिए। आप किसी की करंट लोकेशन भी देख सकते हैं अगर आप हेडर्स में कुछ प्रोग्रामिंग करें तो, जिसको हम बहुत बाद में समझेंगे, कुछ टाइम है उसको समझने के लिए, बट हाँ जरूर समझेंगे। सो यहाँ पे ये जो हमारा इंस्टॉलेशन था ये कंफर्म हो गया है, हम फिनिश कर देते हैं इसे। ओके, इसे क्लोज करते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा ईमेल ट्रैकर प्रो स्टार्ट हो गया है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास अगर किसी का भी मेल आता है तो मेल बेसिकली कुछ हेडर्स और कुछ फॉर्मेटिंग में आता है, तो हमें उस जो हेडर है उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है, उस मेल की जो रियल बॉडी है उसके जरिए उस मेल की इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो हम कैसे करेंगे, हम हमारा मेल एड्रेस खोल लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे मेल्स आ रखे हैं, हम इनमें से किसी भी एक मेल को ओपन करेंगे। एंड उस मेल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स आपको दिख रहे हैं जो सेटिंग्स का होता है बेसिकली, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पे हम शो ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, यानी जो इसकी ओरिजिनल बॉडी हमें वो देखनी है। एंड यहाँ पे जो इसकी कंप्लीट ओरिजिनल बॉडी है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। आपको बस इस बॉडी को कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है, इस हेडर को कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है। तो जैसे ही आप इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करते हैं आपको अपने ईमेल ट्रैकर प्रो सॉफ्टवेयर पे जाना है। सो आपको यहाँ पे फाइल में जाने के बाद ट्रेस हेडर्स पे जाना है। ट्रेस हेडर्स में जाने के बाद आपसे पूछेगा, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन शो कर रहा है ट्रेस एन ईमेल आई हैव रिसीव। सो मेरे को जो ईमेल रिसीव हुआ है मेरे को उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके वो जो बॉडी कंप्लीट कॉपी करी थी कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करूँगा। सो वो जो बॉडी मेरे पास आई थी वो यहाँ सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग देख लेते हैं हम एक बार। ओके, सो बेसिकली वो जो बॉडी थी जो हमने कॉपी कर रखी थी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पेस्ट हो गई थी, बट हमने उसे एक और बार पेस्ट कर दिया। ये वो कंप्लीट ओरिजिनल कोड है जो हमने कॉपी किया है। एंड देन हम ट्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये अब उसकी ट्रेसिंग करेगा। ये मेरे को बताएगा कि ये जो मेल है ये कहाँ से जनरेट हुआ है, उसकी लोकेशन तक बताएगा जिस सर्वर के जरिए मेल मेरे पास आया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्योंकि यूट्यूब का था तो इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो भी IPs हैं जो भी जनरेट कर सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लोड कर रहा है। इसको एक बार सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करने देते हैं, देन देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो ट्रेस था ये कंप्लीट हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी हॉप IDs है यानी जिस IP के थ्रू होते वो मेल हमारे पास आया वो सारी मेल IDs यहाँ पे शो हो रही है। एंड यहाँ पे हमें लोकेशन भी मिल रही है कि बेसिकली क्योंकि सर्वर जो यूट्यूब का है वो USA के जरिए मेल आ रहा है तो वो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। नेटवर्क हुईज की इन्फॉर्मेशन मिली है, डोमेन हुईज की भी इन्फॉर्मेशन मिली है, डोमेन नेटवर्क हुईज की इन्फॉर्मेशन मिली है। डोमेन हुईज पे हमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। ईमेल हेडर्स में जो हमारे हेडर्स थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं बेसिकली। सो ये था फ्रेंड्स ईमेल ट्रैकिंग जो कि हमें लोकेशन और कुछ IP पिंग्स भी बता रहा है और कुछ और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन बता सकता है। ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनके जरिए आप ये भी देख सकते हैं कि आपका ईमेल कहाँ कहाँ फॉरवर्ड हुआ है और क्या क्या उनकी डिटेल्स है। ईमेल ट्रैकिंग के टूल्स आप जितने ज़्यादा डिस्कवर करेंगे, जितने ज़्यादा यूज़ में लेंगे, जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे उन टूल्स को, आपको उतना ज़्यादा ही इसके बारे में सीखने को मिलेगा। सो ईमेल ट्रैकिंग में आप अपनी तरफ से भी कुछ हैंड्स ऑन करके देखिएगा, कुछ टूल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उनमें अपने हेडर्स डाल के, और अगर आप यहाँ पे अपना ईमेल लॉगिन कर लेते हैं तो आपकी ईमेल में होते हुए कोई भी एक्टिविटीज़ है, आप किसी को मेल भेज रहे हैं, किसी से मेल ले रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा सकता है ये ईमेल ट्रैकर प्रो आपको दिखाएगा। काफ़ी अच्छा टूल है, काफ़ी अच्छा आउटपुट देता है ये। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे DNS, व्होइस एंड कुछ अदर फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स। यानी हम आज फुटप्रिंटिंग से रिलेटेड और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम सीखेंगे यहाँ पे DNS फुटप्रिंटिंग, व्होइस फुटप्रिंटिंग, NS लुकअप, मेल सर्वर लुकअप एंड फुटप्रिंटिंग थ्रू डिस्कवरी। सो आज हम ये 5 चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, DNS फुटप्रिंटिंग क्या होता है, यानी डोमेन नेम सर्वर है उसकी इन्फॉर्मेशन लेना है। DNS की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको फुटप्रिंटिंग करना, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने को हम DNS फुटप्रिंटिंग कहते हैं। तो हम डोमेन नेम सर्वर की जितनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हैं, इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन भी हैं और कुछ काइल लिनक्स में इंस्टॉल टूल्स भी हमें मिलेंगे। सो उसके लिए हम सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख लेते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम जाएंगे MX टूलबॉक्स में। सो फ्रेंड्स ये MX टूलबॉक्स में आ चुके हैं। अब MX टूलबॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको ऑल टूल्स का ऑप्शन दिखाएगा। तो ये जो ऑल टूल्स का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको जितने भी इसके लुकअप है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के इसके अंदर पार्ट से सब दिखा रहा है। सो हमें फिलहाल DNS लुकअप करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं DNS लुकअप है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे जाएंगे और हमारा जो डोमेन नेम है उसका नाम लिखेंगे जो कि है wscubetech.com एंड एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे DNS लुकअप स्टार्ट कर देगा एंड जो डोमेन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें शो करेगा। जैसा कि हमने पहले के सेशंस में पढ़ा है
कि डोमेन नेम के पास कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड्स, और वो जितने भी रिकॉर्ड्स ये कैप्चर कर सकता है या जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दिखा सकता है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। तो आइए देखते हैं, इसने हमारे पास 2 नेम सर्वर्स कैप्चर किए हैं, आप देख सकते हैं दोनों नेम सर्वर्स को। आईपी एड्रेस सेम होता है नेम सर्वर्स का। TTL 24 आवर्स क्या होता है? TTL क्या होता है? यानी नेम सर्वर्स में अगर कुछ भी चेंज करा जाता है तो वो 24 आवर्स बाद अपडेट होगा। सो ये बेसिकली TTL बताता है टाइम टू लिव, कि कोई भी चीज है उसको प्रोसेस करने में, उसको अपडेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई चेंजेस करते हैं इस सर्वर में तो उसको अपडेट होने में 24 आवर्स लगते हैं, ये यहाँ की TTL बता रहा है। स्टेटस जो इसका ऑन है, टाइम बता दिया हमें, पैकेज को कितनी देर पैकेट को रिप्लाई आने में लग रहा है। एंड यहाँ पे जो इसके रिजल्ट है जिसमें SOA रिकॉर्ड्स आए हैं और उसकी कुछ वैल्यूज आई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे SOA उसकी कुछ वैल्यूज आई है DNS इंफॉर्मेशन में, DNS लुकअप में। एंड यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप और कोई लुकअप देखना चाहते हैं, तो एक बार हम DNS लुकअप पे फिर से क्लिक कर देते हैं ताकि और अच्छे से देख सके कोई इन्फॉर्मेशन हो तो। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे ए रिकॉर्ड दिखा रहा है, ए रिकॉर्ड के अंदर जो डोमेन नेम है वो आ गया है, IP एड्रेस आ गया है। एंड यहाँ ये जो 4 आवर्स है, ये 4 आवर्स हमारे टोटल डोमेन नेम सर्वर के, यानी अगर हम डोमेन नेम सर्वर में कुछ भी चेंज करते हैं तो वो टोटल 4 आवर्स में अपडेट हो जाएगा। वो जो था वो नेम सर्वर का था। ओके, सो यहाँ पे ओके, नेम सर्वर अभी भी वही है। एंड ये है हमारी कंप्लीट DNS इंफॉर्मेशन। नाउ हम देखेंगे हु इज लुकअप देखेंगे। तो हु इज लुकअप के लिए हम यहाँ पे जो हमारा डोमेन है वो लिख देंगे एंड हम एंटर प्रेस करेंगे। एंड जो ये हु इज लुकअप का जो रिजल्ट है कि ये कौन है, हु इज, इसकी जो भी IP होगी पहले उसको पिंग करेगा, देन उससे रिलेटेड मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा, यानी ये डोमेन कब खरीदा गया, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं, इसकी रजिस्ट्री बताइए हमें कहाँ से लिया गया, इसका नेम सर्वर बताया है, डोमेन नेम बताया है, देन रजिस्टर डोमेन ID भी बता दी है, यहाँ पे जहां से हमने इस डोमेन को लिया है वो बता रहा है। एंड जो रजिस्ट्री वाले हैं इनकी जो बेसिकली कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमें शो करिए यहाँ पे। सो ये हु इज लुकअप में हमें ये सारी चीजें बता रहा है। सो फ्रेंड्स आइए हम NS लुकअप भी देख लेते हैं। नेम सर्वर लुकअप जो है बेसिकली नेम सर्वर जितने भी है उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन देगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम NS लुकअप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। NS लुकअप में जाएंगे हम, नहीं यहाँ पे हमारे डोमेन का नाम देंगे। बेसिकली कुछ खास अलग इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, जो DNS लुकअप होता है वैसी इन्फॉर्मेशन आती है, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। सो NS लुकअप में हम लिखेंगे यहाँ पे डोमेन का नाम WS-TubeTag। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली इसने नेम सर्वर के बेस्ड में जो भी इससे इन्फॉर्मेशन थी वो हमें यहाँ पे दिखा दी है, जैसे कि हमने DNS लुकअप में देखा था वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन है। कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस हमें मिला है यहाँ पे एक, एंड SOA रिकॉर्ड्स के अंदर मिला है ये ईमेल एड्रेस। ओके, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये हमें यहाँ पे मिल गई है। सो फ्रेंड्स ये सारे लुकअप्स देखने के बाद अब हम देखेंगे कि हम डिस्कवर का यूज लेके, जो कि बेसिकली ReconNG के सारे फंक्शंस को यूज में लेता है, कुछ और भी जगहों से इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके यानी फुटप्रिंटिंग करके हमें आउटपुट देता है। डिस्कवर का यूज लेके हम कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं और कितने तरीके हैं डिस्कवर में इन्फॉर्मेशन लेने के, यानी एक्टिव और पैसिव 2 तरीके होते हैं। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हमने जो डिस्कवर इंस्टॉलेशन देखा था, हमें लैब सेटअप पे हमने डिस्कवर इंस्टॉलेशन देख लिया होगा। हम डिस्कवर को स्टार्ट करेंगे, हम जाएंगे डाउनलोड्स फोल्डर में जहाँ पे हमने डिस्कवर को डाउनलोड किया था। एंड यहाँ पे आप डिस्कवर नाम का फोल्डर देख सकते हैं, तो हम लिखेंगे CD डिस्कवर। इसके अंदर आपको सारी फाइल मिल जाएगी। आपको बेसिकली discover.sh फाइल को रन करना है, तो /discover.sh। तो यहाँ पे जो आपका डिस्कवर था वो स्टार्ट हो गया, जहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। रेकॉन यानी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के जो पास थे उसमें आपसे पूछ रहा है कि आप एक डोमेन की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं या एक पर्सन की। तो हम लिखते हैं 1 यानी डोमेन की, एंटर करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है आप एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग चाहते हैं, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग चाहते हैं, या फिर रेकॉन के कुछ अलग फंक्शंस को इंपोर्टिंग और उन पे काम करना चाहते हैं। सो हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, या फिर पहले हम पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। सो हम पहले पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। हम 1 लिख के एंटर कर देते हैं। यहाँ पे हमसे 2 चीजें पूछ रहा है। पहले कंपनी का नाम, ध्यान रखिएगा कंपनी का नाम क्या है, WS-TubeTag। WS-TubeTag यह है कंपनी का नाम। एंटर। डोमेन का नाम WS-TubeTag.com, ये डोमेन का नाम है। सो यहाँ पे इसने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। ये हर एरिया से, यानी हर सोशल साइट से, हर गूगल सर्च इंजन से, यानी हर सोशल साइट से, हर सर्च इंजन से, हर एरिया से जहाँ पे भी इसको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सकती है, उन सारे प्लेटफॉर्म से हमको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके देगा। इसके पास कई सारे एक्टिवेट इनबिल्ट APIs हैं जो कि इसमें एक्टिवेट हो रखे हैं ऑलरेडी। सो हमारे लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, हमें बहुत अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, बट ये थोड़ा टाइम लेगा, तो वेट करते हैं।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे डिस्कवर का आउटपुट था, ये आ चुका है। आउटपुट हम देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे इसने रैकून्स के मॉड्यूल्स पहले इंस्टॉल करे, बाद में जिनकी कीज नहीं है। बेसिकली जो रेड लाइंस आ रही है, ये रेड लाइंस इसलिए है क्योंकि इनकी एपीआई कीज इसमें ऐड नहीं है। उसके अलावा जितने भी मॉड्यूल्स थे, उन सारे मॉड्यूल्स का यूज लेके सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी है। एंड लास्ट में अगर हम देखें इसे, तो यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी है। एंड में यहाँ पे इसने हमें जो है यहाँ पे इसने कंप्लीट करके हमें बता दिया कि जो भी फाइल्स है इसने रूट डाटा WS क्यूब टैग के अंदर रख दी है। हम बेसिकली वापस यहाँ पे रूट परमिशन ले लेते हैं। एंड हम यहाँ पे देख सकते हैं रूट परमिशन में हम ls करके देखेंगे। एक सेकंड, हम पहले डायरेक्टरी में चलाते हैं cd रूट डेटा एंड देन WS क्यूब। यहाँ पे डिस्कवर ने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी सारी की सारी इस इंडेक्स फाइल के जरिए हम देख सकते हैं। इंडेक्स फाइल बेसिकली सारी फाइल से लिंक हो गई है। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जो हमारा फायरफॉक्स है वो रूट परमिशन में रन नहीं करता और हम केवल रूट परमिशन में ही इन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ये जो फाइल्स है इनको यहाँ से कॉपी करके होम डायरेक्टरी में मूव कर देंगे एंड देन उसके बाद उसमें चेंजेस करेंगे या फिर उसको रीड करेंगे। इसके लिए हम करेंगे cp, एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं, हम पूरे जो wscubetech.com है उसी को कॉपी कर लेंगे। cp wscube.com, इस फाइल को कॉपी करना है, कहाँ करना है, होम WSCube एंड देन डॉक्यूमेंट्स। एंड यहाँ पे ये जो है ये cd हो गया, इसको cp करना है कॉपी। हम बेसिकली wscubetech.com में जो फोल्डर बना है यहाँ पे, इस फोल्डर को कॉपी कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर, जो कि हमारा यूजर है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि एक फोल्डर है तो इसको डायरेक्ट कॉपी नहीं करेगा ये। उस केस में हम -r लगा देंगे, जिसका मतलब रिकर्सिवली है, यानी फोर्सफुली ये उसको यहाँ से वहाँ कॉपी करेगा। अब ये जो फाइल थी बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में कॉपी हो गई है। अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट फोल्डर में, यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, cd downloads, ओके सॉरी, cd desktop, cd documents, ls एंड यहाँ पे wscubetech.com के नाम से फोल्डर आ गया है। तो हम लिखेंगे cd wscubetech.com एंड यहाँ पे जो index.html फाइल दिख रही है हमें इसी फाइल को रन करना। अब दो तरीके, या तो मैं ग्राफिकली फाइल मैनेजर पे जाके इस फाइल पर डबल क्लिक करूँ तो ये ब्राउजर में ऑन हो जाएगी, या फिर मैं यहाँ पे लिखूँ फायरफॉक्स एंड देन इस फाइल का नाम। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो बेसिकली फायरफॉक्स में जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये डिस्कवरी की हमारी जो प्रॉपर रिपोर्ट है, ये जो हमने एक्टिव स्कैनिंग करी है उसकी जो भी रिपोर्ट आई है वो यहाँ पे हमें दिखा है। ओके, हम यहाँ पे जाएंगे जनरल में, देखते हैं क्या क्या शो हो रही है। समरी है, ईमेल जो इसने गैदर करे हैं और जो नेम्स इसने गैदर करे हैं वो सारी आई है। तो एक बार समरी में देखते हैं हमें क्या क्या दिख रहा है। ओके, समरी में बेसिकली इसने बता दिया है कि बेसिस फॉर्मेट में ये चीज़ें होगी। तो ईमेल्स में देखते हैं क्या इसने कुछ कैच करा है। ईमेल्स में नहीं, ईमेल में कुछ नहीं दिया है इसने, जस्ट बिकॉज ये एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग थी, यानी एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग थी। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के जरिए ही कैप्चर करी जाती है। हम पैसिव में भी जाके एक बार स्कैन करके देखेंगे कि उसका क्या आउटपुट आ रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे नेम्स के अंदर इसने कुछ नेम्स यहाँ पे बताए हैं, वो नाम बताए हैं जो नाम इस कंपनी से रिलेट करते हैं, और इसमें काफ़ी सारे लोग हैं जो इस कंपनी से रिलेट कर रहे हैं, उनकी पोस्ट भी बता रखी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तो इसने बता दिया कि कंपनी से कितने लोग रिलेट कर रहे हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसने बता दी कि भी कंपनी के एम्प्लॉयज कौन कौन है, नाम क्या है, पोस्ट क्या है उनकी। आगे देखते हैं DNS में क्या क्या शो किया है। ओके, सो DNS इन्फॉर्मेशन इसने हमें सामने बताई है, नेम सर्वर बताया, उसका TTL भी दिखा रहा है यहाँ पे। एंड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है बेसिकली इसने SEO रिकॉर्ड दिखा दिया हमें, जहाँ पे हमें एक पर्सनल मेल एड्रेस दिख गया है, जो कि हमने वैसे भी देखा था कुछ टाइम पहले। यहाँ पे ये फ्रेंड्स हमें करीब करीब सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, यानी MX का भी ये रिकॉर्ड बता रहा है हमें कि किस मेल सर्वर से कहाँ पे जो है रीडायरेक्ट होती है। PTR भी दिखा रहा है कि अगर कुछ लुकअप होता है तो वो कहाँ पे पॉइंट करेगा। ओके, एंड DNS के अंदर जो है मैप्स देख लेते हैं हम। तो ये जो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, ये जो इसकी मैपिंग है, कौन सा नेम सर्वर किस IP से पिंग कर रहा है, देन वो कहाँ जा रहा है, देन उसके बाद क्या हो रहा है, हमें उसकी मैपिंग भी और नीचे कंप्लीट डिटेल्स दिख गई है। यहाँ पे अगर उसको जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कौन सा नेम सर्वर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मेल सर्वर किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितने
इसने प्रॉपर एक चार्ट बना दिया है, हमारे लिए समझने बहुत आसान कर दिया है। रिकॉर्ड्स में देखते हैं क्या क्या कैप्चर किया है। ए रिकॉर्ड ले लिया है, एमएक्स रिकॉर्ड में भी ए ही रिकॉर्ड लिया है इसने बेसिकली, एंड एसआरवी और काफी सारे रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन दे दिया फ्रेंड्स। यहाँ पे ये जो एसपीएफ रिकॉर्ड हमें दिखा रहा है और काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन ले ली है वैसे इसने। ये इन्फॉर्मेशन क्या यूज आएगी ये हम आगे देखेंगे, फिलहाल हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हो गई है। रजिस्टर डोमेन्स देख लेते हैं, ओके ये कैप्चर नहीं किया है। सब डोमेन्स वैसे इसने कैप्चर कर लिया था, हमने चार्ट में अभी जो साइड में सब डोमेन सारे देख लेते। ओके डोमेन होस्ट, ओके यहाँ पे मेल सर्वर्स आ गए हैं कुछ हमारे सामने, मेल सर्वर्स आ गए हैं, वेरी गुड। यहाँ पे हुज डोमेन की इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लाइक ओनर की इन्फॉर्मेशन है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। केवल डोमेन नेम में, केवल हुज डोमेन के अंदर ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिखा दी है इसने में। एंड हुज आईपी भी देख लेते हैं। देन फाइल्स में देखेंगे हमारे पास क्या क्या है, क्या कोई एक्सेल या किसी भी फॉर्मेट की कोई फाइल इसने कैप्चर करी है। सो देखते हैं आगे फाइल्स में क्या क्या लिया है इसने। ओके फिलहाल अभी तो कोई फाइल में कुछ डेटा नहीं दिखा है हमें, वर्ड भी देख लेते हैं लास्ट। ओके सो बेसिकली इसने फाइल में कुछ कैप्चर नहीं करा है। देन रिपोर्ट्स में जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें हमें बता रहा है। ओके सो यहाँ पे पैसिवली इसने इतनी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी है। ये हमारी प्रॉपर रिपोर्ट है, जितना भी अब जो भी डेटा हमने अभी पार्शली देखा वो ये उसकी प्रॉपर रिपोर्ट है, जिसमें इसने बताया कि इसने 165 नेम्स लिए हैं, 15 डीएनएस रिकॉर्ड्स ले लिए हैं, 4 जो है ये स्वेटिंग ले ली है, एंड ये रहे वो सारे नेम्स। देन डीएनएस आ जाएगा, देन उसके रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। गुड ग्रेट, क्या किसी टाइप का सर्टिफिकेट लिया है। ओके सो बेसिकली यहाँ पैसिवली हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, वो इन्फॉर्मेशन जो हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे दे रहे थे, डिस्कवर हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके दे दी है। अब हमारा काम है एक्टिव रिकॉग्निशन, यानी एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, रूट परमिशंस, एंड देन हम जाएंगे एक डायरेक्टरी बैक आ जाता है, पहले एक और डायरेक्टरी बैक, देन सीडी डाउनलोड्स, then cd discover and then /discover.sh। यहाँ पे हमारा जो डिस्कवर था वो रन हो जाएगा। हमसे पूछेगा आपको डोमेन या पर्सन की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम डोमेन की अकाउंट करेंगे। देन हम एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे इस बार, एंड यहाँ टारगेट दे देंगे, डायरेक्ट टारगेट मांग रहा है, डोमेन का नाम मांग रहा है तो हम डाल देंगे wscryptech.com एंड देन एंटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक्टिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में भी कुछ टाइम लेगा, तो उसको तो टाइम देते हैं, उसके बाद में वापस जुड़ता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन ये निकाल के देगा उसको अपन एनालिसिस करेंगे कि इसने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी और वो कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे जो डिस्कवर स्कैन किया था, एक्टिव स्कैन जो रन किया था, उसका रिजल्ट आ गया है। तो डिस्कवर ने हमें जो भी आउटपुट था वो यहाँ पे शो कर दिया है। एक्टिव स्कैन के जरिए इसने जो भी इन्फॉर्मेशन फाइंड करी वो यहाँ इसने हमें दिखा दिया है कि रूट डेटा WSCryptech पहले की तरह इसी फोल्डर में पड़ा है। तो अब हम बेसिकली इसी फोल्डर को कॉपी करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर देते हैं एंड रूट परमिशन देते हैं। एंड रूट परमिशन देने के बाद हम जाएंगे उसी फोल्डर में जो कि है cd root data, एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि WSCryptech जो फोल्डर था वो यही है। तो ये जो न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है जिसमें एक्टिव स्कैन की रिपोर्ट है, तो हम इसको कॉपी करेंगे। बेसिकली यहाँ से कॉपी करके हम इसको WSCrypt के फोल्डर में डालेंगे। इस बार डाउनलोड्स के फोल्डर में नहीं डालेंगे, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में नहीं डालेंगे। तो हम WSCrypt के फोल्डर में इसको कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ से वहाँ कॉपी हो गया है, एग्जिट करते हैं ताकि हम वहाँ जा सके। एंड अब हम cd स्पेस डॉट डॉट एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं, ls टाइप करेंगे। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं WSCryptech का फोल्डर है, तो हम लिखेंगे cd WSCryptech एंड ls। तो यहाँ पे index.html फाइल आ रही है पहले की तरह, जैसे हमने ओपन किया था फायरफॉक्स से, हम इसे ओपन करेंगे फायरफॉक्स index.html एंड देन एंटर। सो यहाँ पे जो हमारी डिस्कवर की जो रिपोर्ट है एक्टिव स्कैन की वो आ गई है। तो यहाँ पे अपन जो इसका ऑल ओवर समरी है वो देख लेते हैं एक्टिव रिकॉन की। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने एक्टिव रिकॉन्सिस में क्या क्या गैदर किया है। ओके ग्रेट, यहाँ पे इसने फायरवॉल की जो बेसिकली जो WF होता है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, उसका नाम इसने बता दिया है। और ये हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हमें पता है कि इनका फायरवॉल कौन सा है, कौन सा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल ये यूज़ कर रहे हैं, तो उसको बाईपास कैसे करना है हम ये भी ट्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जो है बेसिकली 96 है मॉड सिक्योरिटी बता रहा है कि इनके जो फायरवॉल है उसका नाम मॉड सिक्योरिटी है, जो कि सिक्योरिटी लैब्स के द्वारा, जो कि स्पाइडर लैब्स के द्वारा प्रोवाइड करा गया है। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे इसने जो कुछ रिक्वेस्ट भेजी है ICMP TCP एंड SYN स्कैन्स करे हैं, उनका जो भी आउटपुट है वो शो करा है, ट्रेस रूट जो होता है वो दिखाया है हमें। तो ओके फ्रेंड्स, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है इसने हमें एक्टिव स्कैन में भी। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ नेटवर्क स्कैनिंग पे, जिसमें हम टोटल 3 चीजें सीखने वाले हैं। वो 3 चीजें क्या है? व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग मेथोडोलॉजी एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्कैन्स। तो हम ये 3 चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट व्हाट इज नेटवर्क स्कैनिंग। नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? तो कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, उसके बाद इन पॉइंट्स को समझेंगे। प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग, एक्टिव डिवाइसेस, ओपन पोर्ट्स, चेकिंग मिसकॉन्फ़िगरेशन। यानी नेटवर्क स्कैनिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ओपन डिवाइसेस और उसके अंदर जो सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, यानी ओपन पोर्ट्स, और उन पोर्ट्स के अंदर जो सेटिंग्स बिगड़ी हुई है या बाय डिफॉल्ट है, मिसकॉन्फ़िगर्ड है, उनको चेक करते हैं। इसको और अच्छे से समझते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है बेसिकली नेटवर्क स्कैनिंग। एथिकल हैकिंग फेज में जब हम एथिकल हैकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सेकंड स्टेप होता है। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद ये सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें एथिकल हैकिंग यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत अच्छा सपोर्ट देता है। ये कैसे काम करता है, हमें करना क्या होता है इसमें? बेसिकली हम जो सिस्टम होता है एक, उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, उसके नेटवर्क को स्कैन करते हैं। स्कैन में क्या करेंगे हम? स्कैन में हम ये देखेंगे कि ये जो सिस्टम है जिसकी एक IP हमारे पास है, ये सिस्टम के अंदर क्या क्या पोर्ट्स चल रही है, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उन पोर्ट्स पे कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर का वर्जन क्या है, ये जो सिस्टम है इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो हम नेटवर्क से निकाल सकते हैं, इसको हम कहते हैं नेटवर्क स्कैनिंग। तो एक बार फिर देखते हैं नेटवर्क स्कैनिंग में हम क्या कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग है जहाँ पे हम एक्टिव डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो ऑनलाइन है, उनके बारे में देखते हैं, उनकी ओपन पोर्ट्स देखेंगे, और उसके बाद उनकी मिसकॉन्फ़िगरेशन, यानी उन ओपन पोर्ट्स के अंदर जो सर्विसेज रन कर रही है वो मिसकॉन्फ़िगर्ड अगर है तो उनकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे। ये होता है नेटवर्क स्कैनिंग का कंप्लीट प्रोसेस। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, नेटवर्क स्कैनिंग मेथोडोलॉजी, यानी स्टेप्स होते हैं नेटवर्क स्कैनिंग के। अगर मेरे को किसी नेटवर्क को स्कैन करना है तो मेरे को स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टेप्स को समझते हैं, जो मेथोडोलॉजी उनको यूज कैसे करना है उसको समझते हैं। तो पहले अपन कुछ पॉइंट्स पर नजर डालेंगे और उसके साथ साथ उसको समझेंगे। सिलेक्टिंग टारगेट, यानी एक टारगेट को सिलेक्ट करना। ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स, टारगेट को सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर हमें पता ही नहीं है कि हम किसको टेस्ट कर रहे हैं, हम किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो टेस्टिंग का कोई रोल ही नहीं बनता। टेस्टिंग करेंगे किस पे? टारगेट को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी पार्ट है। नेक्स्ट है स्कैन फॉर IP रेंज, जो IP रेंज होती है उसको स्कैन करना। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए हमें WS-CubeTech ने बोला कि आप हमारे नेटवर्क को स्कैन करिए, अगर इसमें कोई कमी है, कोई वल्नरेबिलिटी है तो प्लीज हमें रिपोर्ट करिए। तो हम WS-CubeTech के नेटवर्क को स्कैन करेंगे तो हमारे पास सबसे पहला सिस्टम कौन सा आएगा? WS-CubeTech का सर्वर, जो डायरेक्ट लिंक है WS-CubeTech की वेबसाइट से। सो अगर हम उस सर्वर को पहले स्कैन करेंगे तो सर्वर से खूब सारे सिस्टम्स जुड़ेंगे। WS-CubeTech में कितने सारे सिस्टम्स पड़ेंगे, कितने सारे कंप्यूटर्स पड़ेंगे, तो हमें उन सारे कंप्यूटर्स को स्कैन करना पड़ेगा। तो इन सारे कंप्यूटर्स का पता लगाने के लिए हम IP रेंज जो है वो स्कैन करते हैं, यानी किस IP से लेके किस IP तक यहाँ पे जो सिस्टम्स है उनको अलॉट हुई भी है, कौन कौन सी IP WS-CubeTech के पास है, यानी कितने सारे सिस्टम्स है। हर सिस्टम की एक IP होगी, जितनी IP मिलेगी उतने ज्यादा सिस्टम्स मिल गए हमें। उसके बाद उन सिस्टम्स में से हम कुछ सिस्टम्स को सिलेक्ट करते हैं और उनकी ओपन पोर्ट्स देखते हैं। यानी मान लीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया सर्वर सिस्टम को ही, तो अब सर्वर सिस्टम में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, यानी सर्वर सिस्टम पे कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस चल रही है जो ऑनलाइन है, जिनको एक पोर्ट की नीड है, और वो जो एप्लीकेशंस है उनके बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। क्या है देखते हैं। चेकिंग सर्विसेज, यानी ये जो ओपन पोर्ट्स थी इस पे हमने देखा कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। उसके बाद उन सॉफ्टवेयर के वर्जन क्या है। बैनर ग्रैबिंग वर्जन, ये क्या होता है? ग्रैबिंग वर्जन या बैनर ग्रैबिंग दोनों एक चीज है। बैनर ग्रैबिंग का मतलब होता है किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सर्विस, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करना। तो यहाँ पे जो ग्रैबिंग वर्जन लिखा है इसका मतलब है कि हम उस सर्विस का जो किसी भी पोर्ट पे रन करिए, मान लीजिए पोर्ट 80 पे HTTP रन कर रहा है, तो HTTP का कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, ये होती है बैनर ग्रैबिंग, ये होती है ग्रैबिंग वर्जन। 443 है, वहां पे SSL है, तो SSL का सर्टिफिकेट जो है वो कौन सा वर्जन है। ऐसी कोई भी सर्विस चल रही है, AnyDesk का सॉफ्टवेयर चल रहा है पोर्ट 8080 पे, तो ये जो AnyDesk चल रहा है 8080 पे, इस AnyDesk का वर्जन क्या है, कौन सा वर्जन है। तो ये सारी चीजें हम बैनर ग्रैबिंग यानी ग्रैबिंग वर्जन में देखते हैं। उसके बाद ग्रैबिंग ऑपरेटिंग सिस्टम,
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन पता करना, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स लेना है, वो 64 बिट है, वो 32 बिट है, वो XP है, विंडोज 7 है या कौन सा वर्जन है। तो वर्जन पता करना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज जब किसी चीज का नया अपडेट आता है तो वो दो ही रीजन से आता है, या तो उसका कोई नया फीचर ऐड हुआ होता है या फिर पुराने वर्जन में कोई कमी होती है, तो उसका सिक्योरिटी पैच रिलीज करके नया वर्जन लाया जाता है। और अगर किसी सिस्टम में कोई भी चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो चाहे कोई सॉफ्टवेयर कह लो, पुराना है तो इसका मतलब है वहां पे कमी है कि उस पुराने वर्जन में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी तो रिपोर्ट हुई भी होगी, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी वहां होगी ही होगी। नेक्स्ट है बाईपासिंग IDS। अब बाईपासिंग IDS क्या है? IDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, यानी एक ऐसा फायरवॉल जब हम नेटवर्क स्कैनिंग करते हैं एक सर्वर की तरफ, यानी मान लीजिए हम WSCubeTech के सर्वर को स्कैन कर रहे हैं, तो जब हम स्कैन कर रहे हैं तो WSCubeTech का जो फायरवॉल है वो हमें रोकेगा, वो कहेगा एक IP से इतने सारे पैकेज से इतनी सारी स्कैनिंग कैसे हो रही है, ये तो कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मल नहीं है, और जैसे ही उसको कुछ एबनॉर्मल मिलता है तो वो उसी वक्त उसको ब्लॉक कर देगा, तो वो हमारी IP को ब्लॉक कर देगा, हम स्कैनिंग नहीं कर पाएंगे, वो हमें ब्लॉक करेगा। तो अगर वो हमें ब्लॉक कर रहा है तो उसको बाईपास कैसे करा जाए, तो ये भी हम यहीं देखेंगे नेटवर्क स्कैनिंग में, और बाईपास करना मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली। फिर उसके बाद सिलेक्टिंग करेक्ट स्कैन, यानी स्कैनिंग तो बहुत सारी होती है, TCP स्कैन होता है, SYN स्कैन होता है, अपन समझेंगे कितने तरीके के स्कैन है, कौन सा स्कैन एक सिस्टम के लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप वैन एरिया वाइड एरिया नेटवर्क में किसी सिस्टम का स्कैन कर रहे हैं तो आप TCP SYN या कोई अदर स्कैन रन करोगे, बट अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क में वायर्ड कनेक्टेड सिस्टम्स को स्कैन करना चाहते हो, यानी वो सारे सिस्टम जो वायर से कनेक्शन है, इथरनेट से कनेक्टेड है, अगर आप उनको स्कैन करना चाहते हो तो UDP स्कैन आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगा, या फिर आप कोई दूसरा स्कैन रन करोगे बिकॉज वो वायर्ड कनेक्शन में है। अब वायर्ड कनेक्शन में आप TCP की तरफ ज्यादा नहीं भागोगे, तो ये बेसिकली स्कैनिंग सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा स्कैन करने वाले हो। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्कैन्स, कितने तरीके के स्कैन्स आते हैं, तो आइए समझते हैं कितने तरीके के स्कैन्स हैं हमारे पास और उन स्कैन से क्या आउटपुट आता है या फिर वो क्या काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है TCP स्कैन। TCP स्कैन समझने के लिए एक बार अपन वापस थोड़ा पीछे की तरफ चलते हैं, जो अपन ने नेटवर्किंग में समझा था कि TCP काम कैसे करता है। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है। जब क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट होना था तो क्लाइंट क्या करता था, 3-वे हैंडशेक होता था। TCP में कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे होता था, 3-वे हैंडशेक। तो यहाँ पे ये जो 3-वे हैंडशेक हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो क्लाइंट है वो सबसे पहले एक SYN पैकेट भेजता था, SYN पैकेट भेजता था किसी एक सिलेक्टेड पोर्ट पे। उसने बोला कि मैं पोर्ट 80 पे कनेक्ट होना चाहता हूं, क्या कोई पोर्ट 80 पे है, तो यहां से रिप्लाई आता था SYN एक्नॉलेजमेंट, यहां से रिप्लाई आता था कि हाँ मैं पोर्ट 80 पे सुन रहा हूं। तो ये जो प्रोसेस था, और इसके बाद ये लास्ट में 2 एक्नॉलेजमेंट फ्लैग्स भेज के इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर देता था कि ओके देन हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे ही इसने SYN पैकेट भेजा पोर्ट 80 पे, अगर पोर्ट 80 पे ओपन थी और कोई सुन रहा था तो उसने बोला हाँ मैं पोर्ट 80 पे सुन रहा हूँ SYN एक्नॉलेजमेंट के जरिए। उसके बाद इसने बोला एक्नॉलेजमेंट के जरिए कि ओके कनेक्ट हो जाते हैं। ये था एक टोटल TCP हैंडशेक कम्युनिकेशन। तो ये प्रोसेस फॉलो करके हम TCP स्कैनिंग करते हैं। यानी TCP स्कैनिंग में क्या हो रहा है कि 80 से पहले की पोर्ट या बाद की पोर्ट, यानी कोई भी पोर्ट नंबर पे हम सारी पोर्ट्स पे ये TCP कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और ये क्या होगा कि मतलब SYN पैकेट जा रहा है कभी पोर्ट 22 पे, कभी पोर्ट 23 पे, ऐसे ही सारी पोर्ट्स पे प्रॉपर कनेक्शन एस्टेब्लिश होने का कोशिश होगा। तो उसको कहते हैं हम TCP स्कैनिंग। यानी हम सारी पोर्ट्स में देख रहे हैं कौन सी पोर्ट ओपन है, और जैसे ही TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा तो हम कुछ पैकेज के जरिए ये देख लेंगे कि उसमें वर्जन कौन सा है, यानी वो जो पोर्ट पे सॉफ्टवेयर चल रहा है, सर्विस चल रही है, उसका क्या वर्जन है या उसकी कुछ और डिटेल्स, तो उसको हम कहते हैं TCP स्कैनिंग। तो देखते हैं TCP स्कैनिंग की कमांड क्या है। बेसिकली TCP स्कैन को यूज करने के लिए पहली चीज हम नेटवर्क स्कैनिंग में केवल Nmap यूज में लेंगे। Zenmap जो इसका ग्राफिकल वर्जन है बहुत ईजी है, बट हम क्योंकि हम इसे बेस से समझना चाहते हैं इसलिए हम Nmap को ज्यादा यूज में लेंगे। तो ST Nmap का वो फंक्शन है जो कि हमें TCP स्कैनिंग में हेल्प करेगा। इसके लिए हमें कमांड लिखना है Nmap ST एंड देन IP 192.168 जो भी उस सिस्टम की IP है जिसे हमें स्कैन करना है। नेक्स्ट स्कैन हमारे पास आता है UDP स्कैन। अब एक UDP स्कैन क्या होता है? UDP स्कैन फ्रेंड्स वो स्कैन जो कि हम वायर्ड नेटवर्क में कर रहे हैं, जो कि कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन लाएगा बट केवल वायर्ड कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर। तो UDP स्कैन को रन करने के लिए जो फंक्शन है वो SU है, और Nmap का ये कमांड है Nmap-SU और आगे IP। तो इससे हमें UDP स्कैन स्टैब्लिश होगा। एंड उसके बाद आता है SYN स्कैन। अब ये काफी अच्छा पार्ट है। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम TCP स्कैन कर रहे थे यहाँ पे,
यहाँ जब हमने टीसीपी स्कैन करा तो क्या होता है, जो फायरवॉल था, जो आईडीएस था, वो क्या करेगा, आईडीएस देखेगा कि यार इतनी सारी रिक्वेस्ट एक आईपी से कैसे आ रही है, एक आईपी इतनी सारी पोस्ट से कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भेज रही है, तो उसको ये एबनॉर्मल चीज दिखेगी और वो इसे ब्लॉक करेगा, वो इसे करेगा ब्लॉक, वो इसे जाने नहीं देगा सर्वर तक। तो जब सर्वर तक हम जा ही नहीं पाएंगे तो हम स्कैनिंग कैसे करेंगे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमने टीसीपी का हाफ ओपन स्कैन जिसको कहा जाता है, ध्यान से समझिएगा, हाफ ओपन स्कैन ये क्या है इसको समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमने सिन पैकेट तो भेजा कि क्या कोई ऑन है पोर्ट 80 पे, बट जैसे ही रिप्लाई आया सिन एक्नॉलेजमेंट पे, हमने उसके बाद रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, हमने एक्नॉलेजमेंट भेजा ही नहीं, हम बस यहीं रुक गए। जैसे ही हमारे पास सिन एक्नॉलेजमेंट आया कि हाँ मैं पोर्ट 80 पे ओपन हूँ, सुन रहा हूँ, हम वहीं शांत हो गए, हमने उससे आगे बात ही नहीं करी। इसका मतलब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ, और जब एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ तो ये जो हमारा आईडीएस है इसको नहीं पता पड़ा कि कोई इससे बार बार कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या करा, अब हमने खूब सारे पैकेज भेजे तो सही, पर बस ये चेक करने के लिए कि वो पोर्ट ओपन है कि नहीं है, हमने कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश करा ही नहीं। तो ये जो हाफ पार्ट था टीसीपी का, यानी केवल एक सिन पैकेट भेजना एंड उसका एक्नॉलेजमेंट आने का वेट करना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिन स्कैन। जैसे ही हम लास्ट में एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज देते हैं, यानी 2 एक्नॉलेजमेंट फ्लैग एक पैकेट में भेज देते हैं, तो वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो सिन अटैक नहीं होता है, वो सिन स्कैनिंग नहीं होती है। सिन स्कैनिंग क्या थी, हाफ पार्ट ऑफ टीसीपी, यानी सिन पैकेट भेजना एंड सिन एक्नॉलेजमेंट ले लेना। तो ये है हमारा सिन स्कैन। सिन स्कैन का प्रॉफिट कि भाई इसको आईडीएस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। इसको यूज लेने के लिए हम -ss फंक्शन यूज में लेते हैं, जो कि nmap के साथ कमांड में ऐसे लगता है, nmap-ss एंड देन IP। उसके बाद हमारे पास है SA एक्नॉलेजमेंट स्कैन। तो ये एक्नॉलेजमेंट स्कैन भी सेम वैसे ही काम करता है, ये एक्नॉलेजमेंट पैकेज बेसिकली जनरेट करता है ताकि इसको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। और आगे कुछ और स्कैन है जिनके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है फिन स्कैन, नल स्कैन, एक्समस एंड आइडल। इन स्कैन्स के बारे में समझता है। फिन स्कैन बेसिकली फिनिश पैकेट भेजता है, टीसीपी का ही फ्लैग भेजता है और उसके जरिए स्कैनिंग करता है। नल स्कैन जो है हमारा, जिसको हम एसएन फंक्शन से डिनोट करते हैं एनमैप के अंदर, यहाँ पे जो अपना फिन था, फिनिश था, उसका एसएफ होता है, ध्यान रखिएगा, फिनिश स्कैन रन करने के लिए। बट हमारे लिए जो ज्यादा यूजफुल है वो है एक्समस और आइडल स्कैन। तो इन तीनों को समझते हैं एक बार अच्छे से कि नल स्कैन में क्या हो रहा है। नल स्कैन में बेसिकली वो जो भी पिंग कर रहा है वो नो पिंग कर रहा है, वो कोई आईपी लेके नहीं जा रहा, वो एक आइडियल आईपी लेके जाके स्कैन करके रिजल्ट लेके आ रहा है। बट यहाँ पे एक्समस स्कैन में या आइडल स्कैन में वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, आइडल स्कैन में क्या करते हैं बेसिकली कि जो ज़ॉम्बी होस्ट होता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसको समझते हैं एक बार सही से। ये एक सिस्टम है जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये एक अटैकर सिस्टम है। तो ये जो अटैकर सिस्टम है ये क्या करेगा, ये इसको इस सिस्टम पे अटैक करना है। ओके, सो ये है क्लाइंट, ये है अटैकर, और ये है एक नॉर्मल सिस्टम जो पहले से ही हैक हो रखा है, जो पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो अटैकर क्या करेगा, वो डायरेक्ट इस पे अटैक ना करके, यानी डायरेक्ट इस पे स्कैन्स के पैकेट्स ना भेज के, किसी भी टीसीपी सेन कोई भी स्कैन ना करके, वो क्या करेगा, वो इसके जरिए यहाँ पे स्कैन भेजेगा। यानी ये प्रोसेस होगा ही नहीं, वो अपनी तरफ से पैकेज जनरेट करके नहीं भेजेगा, वो पैकेज भेजेगा एक कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को, वो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पैकेज भेजेगा जो क्लाइंट है उसको, जो टारगेट है उसको, देन यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इसी के पास, और ये उस रिजल्ट को रीड करेगा। तो इसको कहते हैं एक आइडल स्कैन, जो कि अगर अपन को कोई फायरवॉल ब्लॉक कर रहा है, मोस्ट ऑफ द केस हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं वहां, उनमें से कोई भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम से हम उसी मेन सर्वर के सिस्टम को स्कैन करें तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो हम किसी एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करके उसके जरिए मेन सर्वर पे भी स्कैन रन कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ स्कैन्स को, जिसमें हम किसी आइडल होस्ट को, यानी एक ज़ॉम्बी होस्ट को यूज लेते हैं, एक ज़ॉम्बी कंप्यूटर जो कि पहले से ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम नेटवर्क स्कैनिंग को प्रैक्टिकली देखेंगे, जहां पे बेसिक टू एडवांस जो नेटवर्क स्कैनिंग होती है उसको समझेंगे। तो आज हम बेसिक टू एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग करने वाले हैं, जिसके अंदर हम हर तरीके के स्कैन ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या आउटपुट आता है। तो हम अपनी काली मशीन ओपन कर लेंगे यहाँ पे, एंड काली मशीन में बेसिकली हमें नेटवर्क स्कैनिंग करनी है। तो एक बार देख लेते हैं नेटवर्क स्कैनिंग क्या था। हमने पहले सेशन में नेटवर्क स्कैनिंग को अच्छे से समझा और टाइप्स ऑफ स्कैन्स देखे हैं। नेटवर्क स्कैनिंग बेसिकली फ्रेंड्स एक आईपी है, एक सिस्टम है, यानी जिसकी एक आईपी है, उस पर कुछ पोर्ट्स ओपन होगी, यानी उस पर कुछ सर्विसेज चल रही है।
तो हमें यही चेक करना है कि वो जो सिस्टम है जिसके हमारे पास आईपी है, उस सिस्टम पे कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस काम कर रही है, जो सर्विस चल रही है उसका वर्जन क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, उसका क्या वर्जन है। तो हमें यही कुछ डिटेल्स चाहिए नेटवर्क स्कैनिंग के जरिए। उसके बाद हम इसको कैसे आगे यूज में लेंगे वो भी देखेंगे। अगर हमें कोई फायरवॉल या आईडीएस ब्लॉक कर रहा है तो उसे हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम एक टारगेट जो है हमारा वो सिलेक्ट करेंगे। तो टारगेट सिलेक्ट करने के लिए मेटास्प्लॉइटेबल 2 जो कि हमने सेटिंग अप लैब में यूज दिया था, सो हम उसको ओपन करेंगे। हमने यहाँ पे पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन कर लिया है एंड यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो हमारा मेटास्प्लॉइटेबल का डिफॉल्ट लॉगिन पासवर्ड था वो था MSF एडमिन एंड पासवर्ड भी MSF एडमिन। ओके, सो हम बेसिकली इसमें लॉग इन हो गए हैं। नाउ जस्ट बिकॉज प्रॉपरली ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ये एक वर्नेबल मशीन है जिसकी हम स्कैनिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या पोर्ट्स ओपन है, उन पोर्ट्स पे क्या क्या चल रहा है। सो उसके लिए हमें इसका आईपी चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig ताकि हमें इसमें जो आईपी है वो मिल जाए। सो यहाँ आप देख सकते हैं इसका आईपी है 192.168.92.134। इथरनेट पे आपको सेकंड लाइन में दिखेगा INET एड्रेस के अंदर ADDR। सो 192.168.92.134 इसकी आईपी एड्रेस है और यही आईपी एड्रेस हमें यूज होगी स्कैनिंग के लिए, नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। तो आइए हम चलते हैं हमारी काली मशीन पे। यहाँ पे हम अपना टर्मिनल ओपन कर देंगे एंड हमारा ब्राउजर ओपन करके एक बार हम कंफर्म कर लेंगे कि क्या इस आईपी पे कुछ वेब इंटरफेस में भी कुछ चल रहा है, एक बार उसको भी देख लेंगे हम। आईपी याद रखिएगा फ्रेंड्स 192.168.92.134। मेरे केस में ये आईपी है, आपके केस में आप ifconfig लिख के अपनी आईपी चेक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ लिखूंगा 192.168.92.134 एंड आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने लिखा तो बेसिकली मेटास्प्लॉइटेबल का जो HTTP जो अपाची सर्वर था वो ऑन है। तो HTTP के अंदर जो फोल्डर होते हैं www के अंदर, वो सारे फोल्डर्स हम यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे DVW और कुछ और भी वर्नेबल मशीन्स कॉन्फ़िगर कर रखी है हमने, जो कि हमने सेटिंग अप लैब में करा था। तो यहाँ पे हमें मेटास्प्लॉइटेबल तो ऑन है। अब हमें इस आईपी पे स्कैनिंग करनी है कि इस आईपी में कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, उस पर क्या सर्विसेज चल रही है। उसके लिए हम जाएंगे हमारे टर्मिनल पे, रूट परमिशंस दे देंगे हम। ओके, सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे पिंग। एक बार पिंग करके देख लेंगे क्या वो आईपी ऑन है 192.168.92.134। ओके फ्रेंड्स, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो आईपी है ये बेसिकली ऑन है। हमने 4 पैकेट्स यहाँ पे ट्रांसमिट करे थे जिसके बदले में हमें 4 पैकेट्स रिसीव हुए हैं। इसका मतलब ये जो आईपी है ये अप है, यानी सिस्टम अप है। नाउ हमें इस पर स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग के लिए फ्रेंड्स हमारे पास फिलहाल 2 टूल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। एक है Nmap, एक है Mscan। जो Nmap है बेसिकली ये नेटवर्क्स के अंदर जाके बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी इसमें फंक्शंस है। Nmap अपना आप में एक बहुत वास्ट टूल है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। काफ़ी सारे स्टेप्स ये अकेला ही कर देता है Nmap। बेसिकली इसकी स्क्रिप्ट्स का जो फंक्शन है वो आपको काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर देता है। सो हम पहले Nmap यूज़ लेंगे। Mscan जो है बेसिकली वो बड़े नेटवर्क्स के लिए बनाया हुआ है, वो बड़े सर्वर्स को जो हम एक साथ हमें काफ़ी सारी आईपी स्कैन करनी होती है तो उसमें वो काफ़ी फास्ट परफॉर्म करता है, हम उसको भी यूज़ में लेंगे। अब हम Nmap के जरिए देखेंगे कितने टाइप्स के स्कैन हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले Nmap कंट्रोल ले लेते हैं हम। Nmap लिख के हम एंटर करेंगे तो हम यहाँ देख सकते हैं बेसिकली Nmap की जो हेल्प है वो हमें शो हो गई है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमें Nmap की जो हेल्प है वो शो हो रही है। हम देख सकते हैं स्टार्टिंग से यहाँ इसके जो अलग अलग फंक्शंस है, किस फंक्शन के साथ ये कैसा परफॉर्म करेगा एंड क्या आउटपुट देगा, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो जैसे कि हमने हमारी पहले वीडियो में देखा था कि हम क्या क्या फंक्शंस के जरिए कौन कौन से स्कैन कर सकते हैं, सिन स्कैन कैसे कर सकते हैं, TCP स्कैन कैसे कर सकते हैं, वही यहाँ पे बता रखा है। तो हम उन फंक्शंस का यूज लेके Nmap में स्कैनिंग करेंगे और मैं साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले Nmap एंड उसके बाद अब हमें स्कैनिंग करनी है। तो हम सबसे पहले बिल्कुल एक नॉर्मल स्कैन करेंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे Nmap एंड सबसे पहले हम एक बिल्कुल नॉर्मल सा TCP स्कैन रन करेंगे। Nmap ST फॉर TCP स्कैन एंड IP। सो ये हमारी विक्टिम की आईपी है। हमने एक TCP स्कैन और विक्टिम की आईपी डाली और साथ ही साथ यहाँ पे हम -me यानी डैश भी लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ये हमें जो इन्फॉर्मेशन जो Nmap स्कैनिंग कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो करेगा। V यानी वर्बस होता है बेसिकली, तो ये हमें डिफाइन करेगा कि Nmap अभी क्या क्या काम कर रहा है, हमें दिखाता भी जाएगा साथ ही साथ। तो ये अच्छा है, हम एंटर कर देते हैं।
सो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसने बहुत फास्टली स्कैन को प्रोसेस कर लिया है। हमें क्या आउटपुट दिया है, हम इसे एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसने एनमैप स्कैनिंग करी, इसने कुछ ओपन पोस्ट डिस्कवर करी, काफ़ी फास्ट करी। तो यहाँ पे इसने इतनी सारी ओपन पोस्ट को डिस्कवर कर लिया और यहाँ हमें आउटपुट में दिखा दिया है कि इतनी सर्विसेज जो है ये मैंने डिस्कवर करी, ओपन है। लाइक पोर्ट 21 पे FTP चल रहा है, 22 पे SSH चल रहा है, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी पोर्ट्स ओपन है। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी SMTP एंड ऑल वल्नरेबल पोस्ट जो है वो ऑन दिख जाएगी। हर पोर्ट का नंबर ये है, प्रोटोकॉल TCP है एंड वो पोर्ट ओपन है। TCP के बाद हम फ्रेंड UDP स्कैन भी रन कर लेते हैं। एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UDP स्कैन रन हुआ है। एंड फ्रेंड अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना परसेंट आपका जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया या कितना परसेंट अभी हुआ है, तो आप बस एक एंटर प्रेस करेंगे तो आपको अपडेटेड स्टेटस बता देगा कि 5.39% जो है वो डन हो गया है। रिमेनिंग टाइम कितना है। सो आप ऐसे भी अगर कभी आपको कोई आउटपुट नहीं शो हो रहा है और आप ये देख रहे हैं कि क्या एनमैप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप बस एक एंटर बटन प्रेस करके देख सकते हैं कि अभी जो आपका एनमैप है उसने कितनी प्रोग्रेस कर ली है और कितना टाइम बाकी है उसके स्कैन को कंप्लीट होने में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम नेटवर्क स्कैनिंग में कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमने बस यहाँ पे एनमैप को इतने इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको एक UDP स्कैन करना है या फिर TCP स्कैन करना है। उसके आगे एक IP दे दी और बता दिया कि जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वर्बसली यानी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोड्यूस करें कि आप क्या काम कर रहे हैं। सो ये हमने बस एनमैप को इतने ही इंस्ट्रक्शंस दिए, बट हमने ये तो बताया ही नहीं एनमैप को कि आपको किस पोर्ट से लेकर किस पोर्ट तक को स्कैन करना है। यानी हमने इसको नहीं बताया कि आपको 1 से लेकर 65535 जो लास्ट पोर्ट होती है वहां तक स्कैन करना है। तो एनमैप काम कैसे कर रहा है, अगर हम इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं किसी चीज का, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ जो पोर्ट्स होती है, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स होती है, जो ज्यादातर यूज में आती है, हाईली यूज पोर्ट्स होती है, उन पोर्ट्स पे ही स्कैन करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 से लेकर 65535 सारी पोर्ट्स स्कैन करें तो आपको -P के जरिए मेंशन करना पड़ेगा, जो कि अब हम करेंगे आगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो UDP स्कैन था उसका रिजल्ट आ गया। UDP की आप पोस्ट देख सकते हैं 53, 68, 69, 111 एंड 137, 138, ये सारी पोर्ट्स ओपन हैं। इनका जो प्रोटोकॉल है वो UDP है। यहाँ पे ये ओपन और फिल्टर दो चीजें दिखा रहा है बेसिक। सो यहाँ पे दिखा रहा है ये जो पोर्ट है ये ओपन भी है और यहाँ पे फिल्टर भी हो रहा है। तो इसको अपन देखेंगे इसमें क्या हम यूज ले सकते हैं, इसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। एंड यहाँ पे सर्विसेज बता रहा है कि इन पोर्ट्स पे क्या सर्विसेज चल रही है। तो ये था TCP एंड देन UDP स्कैन। एंड इसके बाद अगर हम ये देखना चाहें कि क्या हमारे TCP स्कैन को कोई आइडियाज रोक तो नहीं रहा है या हमें जो आउटपुट आ रहा है वो पूरा ना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम सिन स्कैन रन करते हैं। सिन स्कैन क्या था आपको याद होगा, हाफ ओपन स्कैन भी कहते हैं जिसे हम, जो कि बेसिकली TCP का हाफ पार्ट है। यानी हम एक सिंक फ्लैग भेजेंगे एंड देन उसके अगेंस्ट में जैसे हमारे पास इन एक्नॉलेजमेंट आएगा हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये पोर्ट ओपन है कि नहीं है। तो इसमें एक कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता है, तो हमें बेसिकली इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है एंड साथ ही साथ हमें IDS या फायरवॉल रोक भी नहीं पाता। सो स्टार्ट करते हैं एक सिन स्कैन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सिन स्कैन के लिए हमें कोई पूरा प्रोसेस सेम है, हमें बस एक कैपिटल S यूज में लेना है एंड देन जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे सिन स्कैन रन हो जाएगा। काफ़ी फास्ट है सिन स्कैन, जस्ट बिकॉज इसने कनेक्शन भी स्टैब्लिश नहीं करा है तो हमें इसने सारी ओपन पोर्ट्स बता दी है। यहाँ पे ये वही पोर्ट्स है जो हमने TCP में देखी थी, तो बेसिकली कोई आइडिया जो है वो हमें रोक नहीं रहा है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब जस्ट बिकॉज हमने पोर्ट्स पहले मेंशन नहीं करी थी तो अब हम एक बार पोर्ट्स मेंशन करके देखेंगे कि और कितना अच्छा आउटपुट आ सकता है। सो हम एक TCP स्कैन रन करेंगे एंड इसके साथ कुछ और फंक्शंस भी यूज में लेंगे ताकि हमें और अच्छा आउटपुट आए। तो यहाँ पे हम P के अंदर यानी P स्टैंड्स फॉर पोर्ट्स, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पोर्ट हमें चाहिए 12655535। ओके, सो यहाँ पे जो पोर्ट है 1 से लेके 65535 जो लास्ट स्टेज ऑफ पोर्ट होती है, जो लास्ट नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है, उनको ये स्कैन कर रहा है। V फॉर वर्बस है और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये जो TCP स्कैन है इसका एक लेवल सेट कर देंगे जो कि है T4। सो इसका लेवल है T1, T2, T3, T4 एंड हम यहाँ पे T4 लेवल जो कि हायर लेवल था वो सेट कर रहे हैं। और इसकी आप हेल्प देख सकते हैं। बेसिकली अगर आप nmap की मैनुअल भी देखना चाहें तो आप मैन के बाद nmap लिख सकते हैं या फिर nmap हेल्प के जरिए भी उसमें देख सकते हैं कि इसके क्या क्या ऑप्शंस क्या काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने एक TCP स्कैन रन करा है जिसमें हमने उसका लेवल T4 दिया है। पोर्ट हमने मेंशन करी है -P के जरिए 1 से लेकर 65535 तक, यानी ये सारी पोर्ट स्कैन करेगा। और आगे हमने एक IP मेंशन करी है। फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको एक IP रेंज स्कैन करनी है, यानी आप जो लास्ट में 34 आप चाहते हैं कि इस लोकल होस्ट पे या फिर इस होस्ट में जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको स्कैन करेंगे,
जितने भी ओपन डिवाइसेस हैं या फिर जितने भी डिवाइस लाइव या अब दिखें वो हमें बता दे, तो उस केस में आप यहाँ 0/24 लिख सकते हैं, जो बेसिकली 244 तक आपकी सारी आईपीज को स्कैन कर लेगा। फिलहाल हमें आईपी पता है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ओके, सो एंटर कर देते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट देख सकते हैं जो कि हमें यहाँ नीचे दिख रही है, जो अननोन पोस्ट है जिनका कोई नाम नहीं है, जो कि बेसिकली डायनामिक पोस्ट के अंदर आती है। अगर आपको याद हो, जो मैंने आपको बताया था किस रेंज से किस रेंज तक जो है पोस्ट को डिफाइन करा जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें काफ़ी सारी पोस्ट मिली है और कुछ नई पोस्ट ही मिली है, तो हमें पोर्ट्स और ओपन पता पड़ गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, अगर हमें पता है कि इस आईपी पे ये पोर्ट चल रही है और हमने सारी आईपी जो सारे पोर्ट्स स्कैन कर लिए हैं, तो हमारा काम है ये देखना कि जो सर्विस चल रही है इस पे इसका क्या वर्जन है, और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। हम यहाँ पे केवल एक जो वर्जन स्कैन था उसे ऑन कर देंगे एसवी के जरिए। सो बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी सर्विसेज यहाँ पे चल रही है, जितनी भी हमें ये सर्विसेज दिख रही है, X11, BNC, पोस्टग्रेड, एसक्यूएल, इन सबका वर्जन जो बैनर ग्रैबिंग होती है, इनका वर्जन निकालने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख के जैसे एंटर प्रेस करेंगे, सो बेसिकली अब ये स्कैन क्या करेगा, इन सारी सर्विसेज का वर्जन हमें शो करेगा, जो कि हमारे लिए काफी हेल्पफुल है। और कैसे हेल्पफुल है हम ये भी देखेंगे। हेल्पफुल ऐसे है फ्रेंड्स, बेसिकली अगर मान लीजिए टीसीपी या किसी भी आप प्रोटोकॉल या सर्विस की बात करें, मान लीजिए कि एचटीटीपी सर्विस की ही अपन बात करते हैं, अगर एचटीटीपी का वर्जन 1.20 चल रहा है फॉर एग्जांपल, एंड अभी उस सिस्टम में जिसको हम स्कैन कर रहे हैं उसके पास 1.0 ही है, तो इसका मतलब बेसिक हर सॉफ्टवेयर का अपडेट जब आता है तो उसमें पुराने सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी भी होती है, तभी उसका पैच रिलीज होता है, नया अपडेट आता है, या फिर कोई नई फंक्शनलिटी के साथ नया अपडेट आता है। अगर उसके पास एक पुराना वर्जन है तो हमारा बस इतना सा रोल बनता है कि हम ये चेक करें कि उस पुराने वर्जन में क्या कभी कोई वल्नरेबिलिटी थी, अगर थी तो वो सिस्टम आज भी वल्नरेबल है जस्ट बिकॉज वो अपडेट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मिसकॉन्फ़िगरेशंस। तो इसी के जरिए नेटवर्क स्कैनिंग एक बहुत अच्छा फेज ले लेती है, जस्ट बिकॉज एक सिस्टम में काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हमें मिल जाएगी जो कि आज भी पुराने वर्जन पे चल रही है, और जस्ट बिकॉज उनका वर्जन पुराना है, सो उस वजह से हम उस सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो पैचेस रिलीज हुए हैं वो अभी तक उस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुए हैं। तो इसीलिए हम नेटवर्क स्कैनिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये स्कैन थोड़ा टाइम लेगा, हम वेट कर लेते हैं। 96% हो गया, हमने एंटर प्रेस करके देखा है, आप भी देख सकते हैं आपके सिस्टम में। ओके ग्रेट, तो यहाँ आप ये आउटपुट देख सकते हैं, काफ़ी ही अट्रैक्टिव आउटपुट है ये, जस्ट बिकॉज हमारे पास जितनी भी सर्विस थी हमें उन सबके वर्जन यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे उसका वर्जन है VSFTPD, यानी सर्विस का नाम है, सॉफ्टवेयर का नाम है, एंड उसका वर्जन 2.3.4, एंड ऐसे ही इन सभी के वर्जन हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। और ये वर्जन हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ दी जो इसमें वर्जन है ये होंगे पुराने वर्जन, अपडेटेड नहीं होंगे, जस्ट बिकॉज एक सिस्टम स्टार्ट होता है, जब उसमें सारी प्रोसेसिंग करते हैं, ये सारी पोर्ट्स ओपन करते हैं, तभी उसको अपडेट करा जाता है। उसके बाद मोस्टली केसेस में, आधे से ज़्यादा केसेस में आपको सारे मिसकॉन्फ़िगर सिस्टम ही मिलेंगे, यानी सबके जो सॉफ्टवेयर है, सर्विसेज है, वो पुरानी ही मिलेगी, बहुत कम सर्विसेज होगी जो अपडेट हुई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन हमें शो हो गए हैं, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा आउटपुट है। हम इस आउटपुट को अब सेव करेंगे, वो सेव हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा जो स्कैन था ये कंप्लीट एक अच्छा स्कैन है। हमने टीसीपी स्कैन रन किया, उसका अच्छा लेवल डाला, उसमें हमने बेसिकली एसवी के जरिए बताया कि हमें उनके सारे वर्जन्स देखने जो सर्विसेज पे चल रही है। पोर्ट्स में हमने बताया 1 से लेकर 65535 जो लास्ट नंबर ऑफ पोर्ट है वो सारी चीज़ें स्कैन होनी चाहिए। वी से हमने बताया वर्बस, अगर हम डबल वी लिखेंगे तो और डिटेल इन्फॉर्मेशन आएगी, एक बार डबल वी लिख के भी आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। एंड साथ ही साथ हम यहाँ पे स्मॉल ओ के जरिए ये बताएंगे कि हमें जो आउटपुट है इसका वो एक फाइल में चाहिए, यानी स्मॉल ए के जरिए हम बोले कि जितनी भी स्कैनिंग हुई है हम चाहते हैं कि वो सारे एक फाइल में स्टोर हो जाए। तो स्मॉल ओ के बाद हमें कैपिटल एक्स लगाएंगे, जो कि बेसिकली ये बताएगा कि ये जो फाइल है ये XML फॉर्मेट की है, एंड यहाँ पे एक नाम देना है उसके बाद हमें बस। तो आइए इसका नाम दे देते हैं हम testscan.xml। ओके, सो बेसिकली हमने फॉर्मेट बताया, ओ के बाद XML था, एंड यहाँ पे हमने एक्सटेंशन डाल दिया उसी का, हम एंटर प्रेस करेंगे और अब हम देख सकते हैं स्कैनिंग हमारी उसी प्रोसेस होगी, बट इसका जो भी आउटपुट बना था, जो भी इसका आउटपुट आखिर में आया है, वो पूरा आउटपुट एक फाइल में भी सेव हो जाएगा साथ ही साथ। और उस फाइल को हम बहुत ही ग्राफिकली व्यू में बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन थी, किस पोर्ट्स पे क्या सर्विसेज चल रही थी, एंड उनका वर्जन क्या था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो भी आउटपुट था वो प्रोड्यूस हो गया है, और वो आउटपुट यही हमारे पास ही प्रोड्यूस हुआ। अगर हम एलएस करके देखेंगे तो यहाँ पे testscan.xml करके एक फाइल क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर ये जो भी आउटपुट था, हर पोर्ट पे क्या सर्विस चल रही है और उनका वर्जन क्या है,
सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सारी पोस्ट स्कैन करी, उन पोस्ट पर रनिंग होती हुई सर्विसेज स्कैन करी। अब नेटवर्क स्कैनिंग में हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो सिस्टम है जिसको हम स्कैन कर रहे हैं, जो टारगेट सिस्टम है, उस टारगेट सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम अटैक्स भी होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटीज थी, और उसके हिसाब से भी हमारा जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का पार्ट है वो बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो हमें ये पता करना बहुत जरूरी है कि इस सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हमारा जो कंप्लीट कमांड था वो बिल्कुल सेम है, हमें बस यहाँ पे एक हाइफन कैपिटल ओ जो है वो लगाना है, जिसका मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम स्कैन। यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी बैनर ग्रैबिंग करेगा, ये हमें बताएगा कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है, एंड हम इसी सारी चीज़ों को वापस इसी फाइल में स्टोर करेंगे ताकि कंप्लीट पैकेज ऑफ इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे अवेल हो जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा डैश ओ था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बताने का हमने आउटपुट मांगा था, वो आउटपुट प्रोड्यूस हो चुका है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि मेटास्प्लॉइटेबल है, यूनिक्स लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली। तो हमें उसका नाम और बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इसने फिंगरप्रिंट कैप्चर करे, जिसके जरिए इसने ये पता लगाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, मैक एड्रेस भी हमें बताया है। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इसने हमें यहाँ पे प्रोड्यूस करके दे दी है। हमें बता दिया कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम मेटास्प्लॉइटेबल है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन अब आ चुकी है जो कि हमने एक फाइल में स्टोर कर ली है। अब हमारा काम क्या है कि इस फाइल को रीड कैसे करा जाए। तो उस फाइल को रीड करके हम देख सकते हैं बेसिकली कि हमारा जो स्कैन था वो कैसा दिख रहा है। तो आइए हम इस प्रोसेस को भी पूरा करते हैं। फ्रेंड्स, अभी ये एक XML फाइल है, अगर हम इसे अच्छे से रीड करना चाहते हैं तो हमें इसे HTML में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें टेस्ट scans.xml फाइल थी, इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे HTML में ताकि हम इसे अच्छे से रीड कर सके। इसको हम ब्राउजर में ओपन करके ग्राफिकली देख सके कि हमारी कौन सी पोर्ट पे क्या सर्विस रन करी थी, उसका वर्जन क्या था, और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो भी इंफॉर्मेशन nmap ने गैदर करी है वो क्या थी। तो उसके लिए हम बेसिकली XSLT proc को यूज में लेंगे, एंड XSLT proc के बाद हमें क्या करना है, वो फाइल जिसे हमें कन्वर्ट करना है हम उसका नाम बताएंगे। डैश ओ से हम बोलेंगे कि हमें आउटपुट चाहिए और किस फाइल में चाहिए, बेसिकली testscan.html में कन्वर्जन चाहिए इसका। सो हम बेसिकली आउटपुट के बाद HTML फाइल बता देंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे और ls करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हमें बस इस फाइल को फायरफॉक्स में ऑन करना है। हम चाहे तो बेसिकली ग्राफिकली हमारे फाइल मैनेजर से जाके इसको ऑन कर सकते हैं, बट फिलहाल हम वो नहीं करेंगे। हम यहाँ पे रूट से एग्जिट होंगे ताकि फायरफॉक्स के जरिए से रन कर सके, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे फायरफॉक्स testscan.html जो हमारी फाइल का नाम था। एंड जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फायरफॉक्स ने उस फाइल को ओपन कर दिया, और ये काफ़ी अच्छे व्यू में हमें जो प्रॉपर आउटपुट है वो दिखा रहा है। मैं इसे जूम कर देता हूँ। ओके, ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें काफ़ी अच्छे आउटपुट में ये जो है शो कर रहा है सारी चीज़ें। यहाँ पे बता रहे हैं हमने क्या स्कैन रन किया था, पूरा कंप्लीट कमांड जो है हमें शो कर रहा है। उसके नीचे जो हमारा टारगेट आईपी था वो बता दिया इसने। उसके बाद इसकी IPv4, इसका मैक एड्रेस बताया है, पोर्ट्स बताइए अब हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी रनिंग पोर्ट्स के जो नंबर है, प्रोटोकॉल है, उनका जो स्टेटस है, जो उनका ओपन क्लोज या फिल्टर्ड क्या स्टेटस है, उसके बाद उन पे क्या सर्विसेज चल रही है, उन सर्विसेज का वर्जन क्या है, वो भी हमें कंप्लीट यहाँ पे इसने बताया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आउटपुट है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो इसने हमें शो कर दी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने फाइल का आउटपुट देखा, काफ़ी अच्छा आउटपुट हमें शो हो गया था। अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे nmap से रिलेटेड। लाइक nmap में कुछ बहुत ही अच्छे फंक्शंस है, जिसमें से एक है उसका स्क्रिप्ट फंक्शन। ये जो स्क्रिप्ट फंक्शन है ये अपना आप में ही एक काफ़ी बड़ा ऑप्शन है। यानी nmap के पास करीब करीब हर स्कैनिंग से रिलेटेड स्क्रिप्ट पढ़ी है, कुछ अटैक से रिलेटेड स्क्रिप्ट पढ़ी है। तो हम अगर हमारी स्कैनिंग को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं तो हम nmap की जो स्क्रिप्ट है इनको यूज ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम nmap की हेल्प में स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हम यहाँ पे मैनुअल देखेंगे nmap की, एंड हम स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रिप्ट जहाँ पे यूज हो रहा है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट स्कैन बता रहा है। बेसिकली हम स्क्रिप्ट से रिलेटेड स्कैन्स कर सकते हैं, तो उसके लिए हम SC यूज में लेंगे। और यहाँ पे जैसे ही हम SC यूज लेंगे तो ये बेसिकली इसकी फंक्शन को कॉल करेगा जो बाय डिफॉल्ट इसके स्क्रिप्ट यूज करने के लिए सेट है। जैसा कि पोर्ट्स में था, ये 1 से लेकर 65535 सारी पोर्ट स्कैन नहीं कर रहा था, जो मोस्टली यूज पोर्ट्स है उनका स्कैन करता था। तो वैसे ही जैसे ही हम यहाँ पे SC ऑप्शन को यूज में लेंगे तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को यूज में लेके उस स्कैनिंग को प्रोसेस करेगा। हम बेसिकली हर चीज के हिसाब से स्क्रिप्ट की स्कैनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्क्रिप्ट सर्च करनी है तो हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हम इसके ऑफिशियल पेज पे जाके स्क्रिप्ट के बारे में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आइए एक बार वहाँ पे भी चलते हैं और देखते हैं nmap के स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सो बेसिकली इसको NSE कहा जाता है, nmap स्क्रिप्ट इंजन।
एंड यहाँ पे NSE के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि अगर आप कौन सी स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो उसका क्या आउटपुट आएगा। अगर आपको सारी स्क्रिप्ट चेक करनी है तो आप वो भी चेक कर सकते हो और एक साथ सारी स्क्रिप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। जस्ट बिकॉज एक साथ सारी स्क्रिप्ट अप्लाई करना मतलब एक बहुत ही स्क्रिप्ट किडी जैसा बिहेव करना है। यानी आपने बिना समझे, जो भी कमांड का मतलब था उसे बिना समझे आपने सारी स्क्रिप्ट डाल दिया। मान लीजिए आप UDP स्कैन कर रहे हैं तो उसमें TCP की स्क्रिप्ट का यूज ही क्या है और उस स्क्रिप्ट का भी क्या मतलब है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचा दे, बाद में आप पे ही उसकी क्वेरी हो। सो बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो स्क्रिप्ट यूज में ले रहे हैं उसके बारे में एक बार सर्च करिए कि वो क्या यूज करती है, कि वो कैसे काम करती है, वो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करती है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है। तो ये सारी बातें ध्यान रखने के बाद ही एक Nmap के स्क्रिप्ट फंक्शन में जो बेसिकली हम स्क्रिप्ट यूज ले रहे हैं उनको लेना चाहिए हमें। तो ये है, इसके बारे में और सर्च करिएगा, ये काफ़ी वास्ट है। आप जितना ज़्यादा सर्च करोगे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस मिलेंगे। कुछ छोटे कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ स्क्रिप्ट से रिलेटेड। मैं यहाँ पे क्यू के जरिए क्विट कर दूंगा, रूट परमिशन दे देता हूँ एंड क्लियर कर देता हूँ। सो बेसिकली Nmap में स्क्रिप्ट के जरिए हम काफ़ी सारे स्कैन्स क्योंकि कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे Nmap डबल डैश स्क्रिप्ट, IP मेंशन कर देते हैं पहले। ओके, सो IP हमने मेंशन कर दी है। इससे पहले अगर हम कोई स्कैन नहीं मेंशन करते हैं यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट जो भी स्कैन है वो कर देगा। और अगर हम -A कैपिटल A स्कैन करते हैं तो बेसिकली इसको एग्रेसिव स्कैन भी कहा जाता है। इसका मतलब ये अपना जो डिफॉल्ट एक एरिया होता है उसके हिसाब से इस पर कंप्लीट स्कैनिंग कर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन सारी चीज़ों का स्कैन जो एग्रेसिव होता है, यानी ये सारे ऑप्शन एक साथ फेंक के जो स्कैन है उसका आउटपुट निकालेगा। रियल सिस्टम से बेसिकली हम एग्रेसिव स्कैन डायरेक्ट परफॉर्म नहीं करते हैं, बिकॉज एग्रेसिव में क्या होता है, हमें फायरवॉल इजीली ब्लॉक कर सकता है, IDS जो है वो इजीली रोक सकता है। सो उस केस में हम TCP से नहीं अलग अलग स्कैन्स का यूज लेंगे। फिलहाल यहाँ पे सिस्टम में एग्रेसिव स्कैन रन कर सकते हैं, आप स्कैन तो रन कर सकते हैं, बट आप बेसिकली अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो आपको दूसरी टेक्निक यूज लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम स्क्रिप्ट मेंशन करने के बाद मैं यहाँ पे बहुत स्मॉल ट्रायल के लिए इसको मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, आपको बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे स्टार लगाते हैं तो इसका मतलब होता है स्टार किसी भी जगह पे अपनी कमांड लाइन में कहीं भी यूज आ रहा है तो स्टार का मतलब बेसिकली ये है कि उस जगह पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ मैं इनडायरेक्टली ये बता रहा हूँ इसको कि स्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट है सारी की सारी स्क्रिप्ट यूज कर ली जाए। और इसके अलावा अगर मैं -SC लिखता हूँ सो बेसिकली ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट स्कैन कर लेगा कि इसमें क्या क्या यूज आ सकता है। तो हम एंटर करके देखते हैं इसका आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होता है। सो यहाँ पे इसका आउटपुट प्रोड्यूस हो गया है। जो बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट्स को यूज करनी थी इसने करी है, लाइक SMB सिक्योरिटी मोड एंड OS डिस्कवरी। यहाँ पे इसने काफी सारी चीजें रन करके हम आउटपुट प्रोड्यूस करा है। आइए देखते हैं इस आउटपुट को रिव्यू करते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो फ्रेंड्स आउटपुट तो काफी अच्छा आया है। यहाँ पे इसने FTP लॉगिन करने की कोशिश करी है तो वहाँ पे उसका स्टेटस को 230 आया है, यानी ये बेसिकली सेशन क्रिएट नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे SSH से इसने स्क्रिप्ट रन करी है तो इसको कुछ चीज़ें मिली है, बेसिकली इसका RSA एंड DSA मिला है। उसके बाद ओके ग्रेट, सो यहाँ पे चिपर्स मिले हैं SMTP के जरिए यहाँ पे फंक्शंस बता दिए इसने हमें कि क्या क्या फंक्शन यूज में आ रहा है। SMTP मैंने आपको बताया था बेसिकली मेलिंग के काम आता है। तो यहाँ पे 2 फंक्शंस होते हैं जो हमारे बहुत काम के, लाइक VRFY एंड यहाँ पे एक और फंक्शन होगा जो यहाँ अभी मेंशन नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूंगा जब हम एन्यूमरेशन के प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तब बताऊंगा कि क्या क्या काम हो सकता है SMTP के भी अंदर। एंड यहाँ आप देख सकते हैं बहुत क्लियर टेक्स्ट में मेटास्प्लोइटेबल 2 जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बता रहा है। फिलहाल ये जो इसकी HTTP सर्विस ओपन है उसके बारे में भी बता रहा है। एंड या इसने RPC बाइंड की भी स्क्रिप्ट रन करी है और काफ़ी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करा है। काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस आउटपुट के अंदर है। हम इस आउटपुट को भी एक फाइल में सेव करेंगे एंड अपने पास रखेंगे, और जैसे ही हम वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग में आएंगे यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आएंगे तो हम देखेंगे कि इन जितनी भी पोर्ट्स थी, जितनी भी सर्विसेज थी, पुरानी सर्विसेज है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास गैदर हुई है उनके जरिए ये सिस्टम कितना ज़्यादा वर्नेबल माना जाएगा, और इन वर्नेबल्स को एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे, और सिक्योर कैसे कर सकते हैं वो पहले देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा Nmap का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। तो Nmap में हमने स्क्रिप्ट्स और ये सारी चीज़ें देखी है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई है। वैसे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो मैस्कैन का यूज लेंगे, और मैस्कैन क्यों काम आता है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा Nmap कैसे काम कर रहा है, Nmap का आउटपुट कैसे प्रोड्यूस हो, Nmap में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शो करी है, बट मैस्कैन क्या है, कैसे काम आता है। मैस्कैन Nmap की तरह ही एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, बट मैस्कैन जो है वो ज़्यादा एरिया में नेटवर्क, यानी अगर हमें पूरा IP रेंज की स्कैन करें, अगर हम एक IP रेंज स्कैन करें, हम एक साथ काफ़ी सारे सिस्टम्स को यानी कंप्लीट सर्वर को स्कैन अगर हम कर रहे हैं
जिसके अंदर हर पोर्ट पे हम अगर स्कैनिंग करना चाहते हैं, यानी हमारी स्कैनिंग जो है वो काफ़ी टाइम लेने वाली और बड़ी है, तो उस केस में हम मैस्कैन को यूज़ लेते हैं, जस्ट बिकॉज मैस्कैन इस केस में काफ़ी फास्ट परफॉर्म करता है। वो बाकी किसी भी स्कैनिंग टूल से काफ़ी फास्टली सारे स्कैन्स करके हमें जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करके देता है। उस केस में हम मैस्कैन को यूज़ लेते हैं। तो आइए मैस्कैन का एग्जाम्पल देखते हैं। मैस्कैन को यूज़ लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम रूट परमिशन देने के बाद मैस्कैन लिख के एंटर करेंगे ताकि हमें उसकी हेल्प दिख जाए, उसको यूज़ करने की बेसिक्स कमांड्स दिख जाए। तो यहाँ पे उसके यूजेस के कुछ कमांड्स दे रखे हैं, तो जो फर्स्ट है हम उसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद कुछ चेंजेस करेंगे। लाइक मान लीजिए अगर आपको पोर्ट 1 से लेकर 65535 सारी पोर्ट स्कैन करनी है, आईपी हम मेंशन कर देंगे। अब आईपी रेंज डालेंगे हम यहाँ पे 244 तक बेसिकली। तो यहाँ पे हमने आईपी रेंज डाल दी और जैसे ही हम स्कैन को रन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैस्कैन जो है वो किसी भी दूसरे सिस्टम से या दूसरे स्कैनिंग टूल से ज़्यादा फास्ट परफॉर्म करेगा और जो आउटपुट है वो हमें जल्दी से प्रोड्यूस करके दे देगा। यहाँ पे ओके सो यहाँ पे बेसिकली 24 लिखना था बस एंड ओके। सो यहाँ पे जो इसने अपनी स्कैनिंग स्टार्ट कर दी अभी काफ़ी फास्ट। एक तो ये हर नेटवर्क को स्कैन करेगा, कंप्लीट टीसीपी स्कैन कर रहा है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन के जरिए। अब यहाँ पे जो मैस्कैन है ये सारी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है, ये हर पोर्ट को स्कैन करेगा, उस पर रन होती हुई सर्विसेज को स्कैन करेगा। एंड यहाँ पे अब मैस्कैन हर सिस्टम को स्कैन कर रहा है और सिस्टम पे चलने वाली सारी सर्विसेज जो कि 1 से लेकर 65535 पोर्ट पे ओपन है वो सारी पोर्ट्स को स्कैन कर रहा है। तो मैस्कैन जो है बेसिकली फास्ट परफॉर्म करेगा काफ़ी इसमें। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे मैस्कैन का आउटपुट आ गया है, हम यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं मैस्कैन का। इसने काफ़ी फास्ट एक जो बड़ा नेटवर्क था उसको काफ़ी अच्छे से स्कैन कर दिया है। फिलहाल हमने इसको किसी फाइल में आउटपुट के तरीके से स्टोर नहीं करा था, इसको जो आउटपुट है बेसिकली हमने किसी फाइल में स्टोर नहीं करा था, बट अगर हम करेंगे तो इसका जो भी आउटपुट है वो इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे हमें बीच बीच में दिख रहा है यहाँ पे बेसिकली कि भाई कौन कौन सी पोर्ट इसने जैसे जैसे कोई पोर्ट डिस्कवर करी है, इसने हमें बताया कि भाई इसने फलाना पोर्ट डिस्कवर करी है इस आईपी पे। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन जहाँ पे हमने एनमैप और मैस्कैन को देखा। सो मैस्कैन बेसिकली बड़े नेटवर्क्स को स्कैन करने में हमारी हेल्प करेगा। तो मैस्कैन काफी अच्छा है, अगर आपको किसी बड़े नेटवर्क को स्कैन करना है तो आप मैस्कैन की हेल्प लें, अदरवाइज एनमैप की हेल्प ले सकते हैं आप। एंड एनमैप में अगर आपको कहीं कोई इशू आता है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एनमैप की हेल्प देख के उस इशू को दूर करें, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बट अगर आपको ग्राफिकली ज्यादा अच्छा लग रहा है तो आप ज़ेनमैप की तरफ जा सकते हैं, जो कि एनमैप का ग्राफिकल वर्जन है। ज़ेनमैप बेसिकली आपकी हेल्प करेगा ग्राफिकल इंटरफेस में आपको स्कैनिंग करने में। काइलाइनेक्स में पहले बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता था, अभी ये हटा दिया गया है, तो आप ज़ेनमैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एनमैप का ही ग्राफिकल वर्जन है, विंडोज में भी आपको मिल जाएगा। ग्राफिकली आपके सारे स्कैन ये कंप्लीट करेगा। आप कंप्रेसिव स्कैन है, जितने भी स्कैन हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट करके आईपी डाल के रन कर सकते हैं। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एनमैप पे ही डिपेंडेंट रहें, एनमैप के जरिए ही स्कैनिंग करें, जस्ट बिकॉज ये हमें काफी वाइड स्कोप देता है और हम इससे काफी अच्छी चीजें कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ व्हाट इज एन्यूमरेशन, एन्यूमरेशन क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम टोटल 3 चीजें सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। वो तीनों चीजें क्या है, व्हाट इज एन्यूमरेशन, टाइप्स ऑफ एन्यूमरेशन एंड काउंटर मेजर्स, यानी इससे बचने के तरीके। तो आज हम ये 3 चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है व्हाट इज एन्यूमरेशन। तो अब एन्यूमरेशन क्या है, एन्यूमरेशन फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है कि कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि 2 सिस्टम को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बनाए गए हैं। हमने जिसमें टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से सुन रखा होगा या फिर हमने देखा भी हमारे नेटवर्किंग सेक्शन में। बट ऐसे ही कुछ विंडोज के प्रोटोकॉल्स हैं या कुछ लाइनक्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो बेसिकली फाइल शेयरिंग या कोई ना कोई फाइल को या कोई ना कोई डेटा को शेयर करने के काम आते हैं, जो कि है एसएमबी, एसएनएमपी, एसएमटीपी, एनटीपी। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं फ्रेंड्स, ये प्रोटोकॉल हमें हेल्प करते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन देने में। तो हम क्या करते हैं बेसिकली नॉर्मल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और नेटवर्क स्कैनिंग के अलावा हम इन प्रोटोकॉल्स के जरिए इन प्रोटोकॉल्स से डायरेक्ट कनेक्ट होके, यानी जो प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट किसी पोर्ट पे ओपन होते हैं उन प्रोटोकॉल्स के जरिए उस सिस्टम से कनेक्ट होके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। क्या क्या ले सकते हैं हम उससे, हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यूजर ईमेल आईडीज निकालते हैं, ब्रूट फोर्स एक्टिव डायरेक्टरीज करते हैं, यानी एक्टिव डायरेक्टरीज को निकालने की कोशिश करते हैं ब्रूट फोर्स करके। यूजर ग्रुप्स, यानी जो एक विंडोज में जितने यूजर्स बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपके गेस्ट यूजर 3 हैं या कितने हैं और एडमिनिस्ट्रेटर कितने हैं, ये जितने भी यूजर ग्रुप्स होते हैं ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। जो डिफॉल्ट पासवर्ड होता है बेसिकली, यानी जो एसएनएमपी, एसएमटीपी जो भी सर्विसेज है उनके जो डिफॉल्ट पासवर्ड होते हैं उसी के जरिए हम एन्यूमरेशन कर पाते हैं, उसी के जरिए हम अच्छे से स्कैनिंग करके आपके सिस्टम तक पहुंच पाते हैं। एंड डीएनएस जोन ट्रांसफर। सो ये जो चारों ऑप्शंस है, डीएनएस जोन ट्रांसफर क्या होता है ये भी हम अभी समझेंगे फ्रेंड्स। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, एन्यूमरेशन में क्या हो रहा है,
एन्यूमरेशन में जब दो सिस्टम के बीच में कोई डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, तो उस प्रोटोकॉल की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से हम उस सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं और इनमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने में हम कामयाब हो रहे हैं। सो एन्यूमरेशन में एक चीज जानना बहुत जरूरी है, जो कि है नल अकाउंट। अब नल अकाउंट क्या होता है फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। सो फ्रेंड्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है, SNMP, SMTP, NTP, ऐसे ही कुछ प्रोटोकॉल्स की डेटा शेयरिंग के लिए विंडोज ने एक नल अकाउंट बना रखा है। एंड इस नल अकाउंट का मतलब है कि एक ऐसा अकाउंट हमारे विंडोज में प्रेजेंट है, हमारे सारे विंडोज XP 7, 8 एंड 10 सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा अकाउंट है जिसका कोई आईडी नहीं है एंड कोई पासवर्ड नहीं है। यानी अगर हम एक गैस यूजर बनाते हैं तो उसका एक आईडी पासवर्ड होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का एक आईडी पासवर्ड होता है, बट विंडोज में एक नल अकाउंट भी होता है। हाँ, आप लोगों के लिए कुछ नया है, उसको अच्छे से समझिएगा। विंडोज में एक नल अकाउंट है जिसका कोई आईडी और पासवर्ड नहीं है, और इसी वजह से, इन्हीं कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशंस की वजह से हम लोग एन्यूमरेट कर पाते हैं, हम उस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले पाते हैं। तो इस प्रोसेस को, यानी प्रोटोकॉल्स की मिसकॉन्फ़िगरेशंस की वजह से, उसमें से जब हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, या फिर हम उसको एक्सप्लॉइटेशन में बदल देते हैं, तो ये जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का प्रोसेस है प्रोटोकॉल की मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इसको हम एन्यूमरेशन कहते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि टाइप्स ऑफ एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी अब ये जो एन्यूमरेशन के वल्नरेबिलिटीज निकाल लेते हैं, SNMP, SMTP जो वल्नरेबिलिटीज निकाल लेते हैं प्रोटोकॉल्स में, ऐसे कितने टाइप के एन्यूमरेशन है, तो देखते हैं। नेट बायोस एन्यूमरेशन। नेट बायोस एन्यूमरेशन एक ऐसा एन्यूमरेशन टेक्निक है जिसमें हम नेट बायोस का जो प्रोटोकॉल है उसकी वल्नरेबिलिटी की मदद से हम जो है कमी निकालते हैं और सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। SNMP एन्यूमरेशन, जो SNMP प्रोटोकॉल होता है उसके जरिए SMTP में जो मेलिंग सर्वर SMTP का जो काम करता है, उस प्रोटोकॉल के जरिए हम कमी निकालते हैं। LDAP एन्यूमरेशन, NTP एन्यूमरेशन एंड DNS जोन ट्रांसफर। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स में जब हम वल्नरेबिलिटी निकाल के एन्यूमरेट करते हैं, तो ये इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनके जरिए हम एन्यूमरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं और एक सिस्टम से कनेक्ट होकर उनकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी पोर्ट्स क्या है, ये डिफॉल्ट पोर्ट्स क्या है, जो हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करी, ये इनकी बाय डिफॉल्ट पोर्ट क्या है, ये किस पोर्ट पे काम करते हैं, क्योंकि उन पोर्ट्स के जरिए ही हम सिस्टम से कनेक्ट होंगे। तो आइए देखते हैं। हमारी जो पोर्ट नंबर 53 है उस पर बेसिकली DNS जोन ट्रांसफर अटैक करा जाता है, यानी जो DNS जोन ट्रांसफर हम टेस्ट करते हैं वो पोर्ट नंबर 53 पे करते हैं, जिसका प्रोटोकॉल TCP UDP है। 135 पे TCP UDP प्रोटोकॉल RPC एंड पॉइंट मैपर नाम का जो सर्विस है वो चल रही होती है। 137 पे जो UDP प्रोटोकॉल फॉलो करती है, नेट बायोस नेम सर्वर एप्लीकेशन चल रही होती है, और इसी एप्लीकेशन में हम वल्नरेबिलिटी ढूंढ के नेट बायोस एन्यूमरेशन करते हैं। 139 में क्या चलेगा, SMB ओवर नेट बायोस चलती है। 445 में चलेगी SMB ओवर TCP, यानी SMB जो नेट बायोस से जुड़ी हुई है, SMP ओवर TCP। 161 में SNMP प्रोटोकॉल फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है, बिकॉज ये हमें एक्चुअली SNMP के बारे में आपको एक बात समझाता हूँ मैं। SNMP ऐसी नेटवर्किंग का प्रोटोकॉल है जिसमें अच्छे खासे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी SNMP को समझना आसान नहीं है। सो वो क्योंकि इसको समझना मुश्किल है, एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो नेटवर्क को मैनेज करेगा, एक कंपनी का जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसकी SNMP पोर्ट्स को और इनको सबको कॉन्फ़िगर करेगा, अच्छे से सिक्योर करेगा, वो ये काम नहीं कर पाता है क्योंकि SNMP को समझना मुश्किल है। SNMP नॉर्मल तरीके से काम नहीं करती, यहाँ पे हर चीज की एक डिजिटल वैल्यू होती है और उस वैल्यू के हिसाब से ही हम आगे से आगे किसी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो इसको समझना इतना आसान नहीं है, इसलिए आधे से ज्यादा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को कॉन्फ़िगर करने में अक्षम है, और इसी वजह से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है कि हम SNMP एन्यूमरेशन ट्राई कर सके। हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम SNMP एन्यूमरेशन कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो LDAP, सो 389 पोर्ट पे LDAP चलता है एंड 160 पोर्ट पे हमारा चलेगा SNMP ट्रे। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो कुछ बाय डिफॉल्ट पोर्ट्स पे चलती है। इन पोर्ट्स पे चलने वाली एप्लीकेशंस के अंदर हम वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, एन्यूमरेशन करते हैं, यानी सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं और हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले लेते हैं, जिसमें हम यूजर ग्रुप्स भी ले सकते हैं, यूजर ग्रुप चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास काउंटर मेजर्स, हम बच कैसे सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए जो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हम रख सकते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। SMTP सर्वर को कॉन्फ़िगर कैसे करें। सबसे पहले इग्नोर करो ईमेल मैसेजेस को जो कि अननोन जगहों से आ रहे हैं। किसी भी अननोन जगह से कोई ईमेल आ रहा है तो उसे इग्नोर करो, उसे ओपन या उससे आगे की जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो मत करो उसके। नाउ नॉट टू इंक्लूड सेंसिटिव मेल सर्वर्स एंड लोकल होस्ट इंफॉर्मेशन इन द मेल रिस्पॉन्सेज, यानी
जब हम मेल का रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तब हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि उस मेल रिस्पॉन्स में कोई भी ईमेल सर्वर की और लोकल होस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। अगर कोई ईमेल सर्वर लोकल होस्ट की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जा रही है देन वो हमारी सिक्योरिटी में एक लूप होल हो जाएगा। डिसेबल ओपन रिले फ्यूचर्स, जो ओपन रिले फ्यूचर्स होते हैं उन सभी ओपन रिले फ्यूचर्स को डिसेबल करना है। लिमिट द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड कनेक्शंस, यानी जो नंबर ऑफ कनेक्शंस है उनको लिमिटेड रखिए। जरूरत से ज्यादा कनेक्शंस अगर हमने कोई लिमिट नहीं रखी है बेसिकली कि कितने भी यूजर्स कनेक्ट हो सकते हैं तो हम पे इजीली ब्रूट फोर्स अटैक हो जाएगा। यानी अगर हमने कोई वैलिडेशन रखा ही नहीं है कि इतने ही लोग आ सकते हैं, इतनी बार ही ट्राई करा जा सकता है, तो बेसिकली ब्रूट फोर्स अटैक इजीली ट्राई हो सकता है बिकॉज वहां कोई वैलिडेशन नहीं है। तो जितने चाहे अटैक, जितने से आईडी, जितने पासवर्ड ट्राई हो सकते हैं। सो हमें वैलिडेशंस लगाने बहुत जरूरी है। ये था फ्रेंड्स एसएनएमपी का काउंटर मेजर। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है काउंटर मेजर्स ऑफ एलडीएपी। एलडीएपी जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटीज होती है यानी मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती है उनको कैसे सुधार सकते हैं। सो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि बेसिकली बाय डिफॉल्ट जो हमारा एलडीएपी में ट्रैफिक जाता है वो सिक्योर नहीं होता है, वो अनसिक्योर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं होता है। तो हम एसएसएल या किसी भी और सर्विस का यूज लेके हमें उसको एनक्रिप्ट करना है ताकि जो ट्रैफिक आना जाना कर रहा है, वो जो भी डेटा आना जाना कर रहा है, वो पूरा का पूरा डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाए, वो और सिक्योर हो। सेकंड है सिलेक्ट अ यूजर नेम डिफरेंट फ्रॉम योर ईमेल एड्रेस, यानी आप जो यूजर नेम सिलेक्ट कर रहे हैं वो अपनी ईमेल एड्रेस से डिफरेंट सिलेक्ट करिएगा। बिकॉज अगर हमारा यूजर नेम हमारे ईमेल एड्रेस से सेम है, ईमेल एड्रेस जैसा ही है, तो उसे गैस करना बहुत इजी रह जाएगा। अगर कोई अटैकर ट्राई कर रहा है तो वो ईमेल एड्रेस का जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो हमारा यूजर नेम होता है, वो उसी को यूज में लेके लॉग इन कर जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है जो हमारा यूजर नेम है वो ईमेल एड्रेस से अलग हो। एंड इनेबल करें हम अकाउंट लॉकआउट, यानी अगर कोई ट्राई कर रहा है ज्यादा लॉगिन करने का तो उसकी जो आईपी है वो ब्लॉक हो जाए या फिर वो कुछ टाइम पीरियड के बाद लॉकआउट हो जाए। तो ये चीजें जो है सिक्योरिटी की हमें ध्यान रखनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रोटोकॉल्स है उनमें कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर देख के उसमें एन्यूमरेशन ना कर सके, हमारी इंफॉर्मेशन को चुरा ना सके। सो एसएमबी प्रोटोकॉल में कॉन्फ़िगरेशन ऐसी कैसे करी जाए या ऐसे किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे वो सिक्योर हो, जिससे उसमें एन्यूमरेशन करना पॉसिबल ना हो। तो आइए देखते हैं। डिसेबल एसएमबी प्रोटोकॉल ऑन वेब एंड डीएनएस सर्वर्स, यानी जो वेब और डीएनएस सर्वर्स है वहां पे सबसे पहले एसएमबी की जरूरत नहीं है तो उसे डिसेबल करो, उस प्रोटोकॉल को डिसेबल करो। डिसेबल एसएमबी प्रोटोकॉल और इंटरनेट फेसिंग सर्वर्स, एसएमबी प्रोटोकॉल को डिसेबल करो इंटरनेट फेसिंग सर्वर्स। हर वो सर्वर अपना जो इंटरनेट की तरफ जा रहा है उसके एसएमबी प्रोटोकॉल की हमें जरूरत नहीं है तो उसे डिसेबल करा जाए। डिसेबल पोस्ट टीसीपी 139 एंड टीसीपी 554 यूज्ड बाय द एसएमबी। सो बेसिकली टीसीपी 139 एंड टीसीपी 445 ये जो दो पोर्ट्स है ये एसएमबी के द्वारा यूज करी जाने वाली पोर्ट्स है। तो हमें पता है अगर ये पोर्ट्स ओपन है तो इसमें एसएमबी सर्विस चल रही होगी और स्टार्टिंग से हम देखते आ रहे हैं कि जो एसएमबी सर्विस है अगर इस प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है तो उसे डिसेबल कर दिया जाए। तो इन दोनों पोर्ट्स को भी क्लोज करा जाए और एसएमबी की सर्विस जहां भी ओपन है उसे डिसेबल करा जाए। उसके बाद है कि बेसिकली हमें रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए अनोनिमस एक्सेस को, जो एनोनिमसली कोई भी एक्सेस कर सके उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। कैसे कर सकते हैं हम? ये जो हमारे पास पैरामीटर होता है रिस्ट्रिक्ट नल सेशन एक्सेस, ये पैरामीटर हमें मिल जाएगा विंडोज रजिस्ट्री में। सो बेसिकली इसके जरिए हम एनोनिमस एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो हमें इस फंक्शन को रन करना है ताकि जो एनोनिमस एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कोई एनोनिमस एक्सेस नहीं कर पाए हमारे सिस्टम में। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहां पे हम देखेंगे कि नेट बायोस का एन्यूमरेशन कैसे परफॉर्म करा जाता है, हाउ टू एन्यूमरेट नेट बायोस। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट्स हमने एन्यूमरेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ा, एन्यूमरेशन के बारे में समझा कि वो होता क्या है, यानी कुछ प्रोटोकॉल्स को स्कैन करके उनसे कनेक्ट होकर उनसे अच्छी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना एन्यूमरेशन कहते हैं। सो उसके लिए आज हम नेट बायोस का एन्यूमरेशन देखने वाले हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, बेसिकली मेटास्प्लॉइटेबल मशीन आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन ऑन हो। अगर आपकी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन ऑन है तो आपको वहां जाना है एंड यहाँ पे ifconfig कमांड लिखना है ताकि आपको आपकी करंट आईपी पता पड़ जाए जो कि है 192.168.92.134 92.134 आईपी है आपकी। सो चलते हैं हमारी काली मशीन पे। Ctrl+Alt अगर आप दबाएंगे तो आप बेसिकली इस टर्मिनल से जो विंडो है मेटास्प्लॉइटेबल का उससे बाहर आ पाएंगे। उसके बाद अपन चलते हैं WS क्यूब में हमारी काली मशीन पे एंड यहाँ पे हमें आईपी पता है 192.168.92.134 ये आईपी है। तो एक बार पिंग करके देख लेते हैं क्या ये सिस्टम अप है। तो सिस्टम बेसिकली अप है, जो रिक्वेस्ट है जो इसका रिस्पॉन्स है हमारे पास आ रहा है। तो सिस्टम तो अप है। अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, जो कि हमने पहले भी देखा है, पर अब हमें ये देखना है क्या इसमें नेट बायोस की पोर्ट ओपन है। नेट बायोस की जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है 138, 137, 139 इसके अप्रॉक्स रहती है। ओके सो चलिए देखते हैं। हम लिखेंगे nmap -st
ओके, यहाँ तक सब कुछ सही है। सो एक प्रॉपर स्कैन रन कर ही देते हैं ताकि अपन को जो जितनी भी चीजें हैं यहीं दिख जाए और आगे के जो भी स्कैन्स है अपन इसी के बेसिस पे करते जाएं। सो जो हमारी फर्स्ट टैब है इसी के बेसिस पे हम सारे स्कैन्स करेंगे। सो बेसिकली नेट बायोस की जो वल्नरेबिलिटी है, यानी नेट बायोस इस आईपी पे ऑन है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला हम nmap स्कैन रन करें तो वहां पे हमें सर्विसेज में पता पड़ जाएगा कि नेट बायोस ऑन है कि नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे nbstat का यूज लेंगे जिसमें हम हमारी आईपी डाल देंगे मेटास्प्लॉइट टेबल की, एंड यहाँ पे हम इसका वर्बसली आउटपुट मांगेंगे, बेसिकली जो आउटपुट है वो डिटेल में दिखाए। एंड हम जैसे ही एंटर प्रेस कर रहे हैं हमारी इस मशीन के जो नेट बायोस के जितने भी नेम है वो हमें सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि नेट बायोस की वल्नरेबिलिटी इस आईपी में है। अगर आपको कोई दूसरी आईपी डाल के देखेंगे तो आपको फर्क पता पड़ जाएगा। 135 डालते हैं जो कि हमारी काली मशीन की है, तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहाँ वल्नरेबिलिटी तो 100% है। तो ये है बेसिकली नेट बायोस के एन्यूमरेशन वल्नरेबिलिटी चेक करने के लिए एक पैकेज। उसके अलावा अगर हम nmap से करें तो हम nmap से भी कर सकते हैं। nmap st sv ऑपरेटिंग सिस्टम हटा देते हैं हम। पोर्ट जो है बेसिकली क्योंकि हमें पता है ये 138 से लेके चलता है, तो 130 से लेकर हम इसे रन कर देते हैं 140 तक। ओके, एंड वर्बस आउटपुट हो गया। आईपी हमने डाल दिया 192.168 आईपी डाल देते हैं हम। सो हमने आईपी भी डाल दी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक यूडीपी स्कैन भी साथ ही में डाल देते हैं। सो एंटर। फ्रेंड्स, जो नेट बायोस की जो पोर्ट्स होती है बेसिकली ये आज के सिस्टम्स में कम ओपन दिखता है, बट हाँ आज भी काफी सारे सिस्टम्स में नेट बायोस की वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाएगी, यानी जो नेट बायोस की ओपन पोर्ट है वो मिल जाएगी, आप उसमें एन्यूमरेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एंटर प्रेस करके देख सकते हैं कि कितना % स्कैन हो गया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ सामने हमें दिख रहा है 138, 139, 138 बेसिकली जो पोर्ट है वो नेट बायोस की ऑन है, फिल्टर्ड है। 137 नेट बायोस की ऑन है और आगे में वर्जन भी दिखा रहा है, तो 137 पे हम बेसिकली जो नेट बायोस से रिलेटेड स्कैन्स थे वो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे पोर्ट सेम रहने देंगे, बाकी जो चीज़ें थी वो हटा देंगे, वर्बस आउटपुट रखेंगे एंड स्क्रिप्ट कमांड का यूज में लेंगे। सो हमें नहीं पता उस स्क्रिप्ट का नाम क्या है, तो MB के बाद स्टार लगा देंगे, जिससे वो बेसिकली नेट बायोस से रिलेटेड जो भी इसके पास स्क्रिप्ट होगी वो सारी स्क्रिप्ट यूज में लेगा। एंड यहाँ हम एंटर प्रेस कर देते हैं। सो ग्रेट, यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली कि इसने एक स्क्रिप्ट यूज करी है जिसका नाम भी हमें यहीं पता पड़ जाएगा। nbstat इसने स्क्रिप्ट यूज करी है जिसके जरिए इसने हमें यहीं जो मेटास्प्लॉइट टेबल में जो भी नेट बायोस के नेम हैं वो यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे नेट बायोस एनिमरेशन पॉसिबल है। इसको एक्सप्लॉइट करना फ्रेंड्स मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसको सिक्योर करने के लिए हमें बेसिकली इस पोर्ट को फिल्टर करके सिक्योर करना है, जो कि हम आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं। या तो हम इस पोर्ट को क्लोज ही कर दें, अगर ये यूज में नहीं आ रही है तो उसको डिसेबल करना ही बेस्ट रहेगा। सर्विस नेट बायोस जो है उसे हमें बंद कर देना चाहिए, सर्विस नेट बायोस स्टॉप। एंड उसके अलावा भी कुछ चीजें बताऊंगा कैसे हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ SNMP एन्यूमरेशन, हाउ टू एन्यूमरेट SNMP। SNMP क्या है? सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इसकी कुछ अच्छी बातें बताता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको एक बार। SNMP बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके बारे में कोई भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कंप्लीटली जान नहीं पाता है, जिसको सीखना एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुश्किल होता है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जो इसकी कॉन्फ़िगरेशंस में चेंज करके इसको सिक्योर करता है। तो उसके लिए SNMP को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए SNMP हमेशा वेल कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता है, यानी इसमें मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती है। तो आइए हम देखते हैं इन मिसकॉन्फ़िगरेशंस का यूज लेके हम SNMP एन्यूमरेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हमारी काली मशीन हम ऑन कर लेंगे, यहाँ पे हमने विंडोज मशीन ऑन कर रखी है। सो हम सबसे पहले विंडोज की जो है हमारी IP है 192.168.92.135, उसकी हम स्कैनिंग करेंगे, nmap स्कैनिंग करेंगे और देखेंगे उसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। हम हमारा टर्मिनल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। अब हम इसको रूट परमिशंस दे देंगे एंड यहाँ पे अब हम एक nmap स्कैन रन करेंगे हमारी विंडोज मशीन पे nmap। सो एंड ये जो हमारा SNMP है ये 161 पोर्ट पे काम करता है, तो हम डायरेक्ट वही पोर्ट स्कैन करेंगे। सो यहाँ हमने स्कैनिंग चालू कर दी है पोर्ट 161 पे एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे SNMP क्लोज्ड हमें दिखा रहा है।
तो यहाँ पे जो हमारी SNMP पोर्ट है इसको ये क्लोज दिखा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या हमारा जो विंडो XP है वो ऑन है। ओके, सो ये परफेक्टली काम कर रहा है विंडो XP हमारा। जस्ट बिकॉज SNMP की जो पोर्ट है 161 वो हमें यहाँ पे शो हो रही है, क्लोज दिखा रहा है, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे SNMP की कुछ स्क्रिप्ट्स रन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ओके, तो अभी भी यहाँ पे SNMP की जो पोर्ट है वो क्लोज शो कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब बेसिकली हम एक पैकेज का यूज देंगे जो कि है SNMP चेक। ये चेक भी कर लेगा SNMP ऑन है कि नहीं, और अगर ऑन होगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स एन्यूमरेट हम कर सकते हैं वो सारी डिटेल्स हमें शो करेगा। यहाँ पे बस हमें SNMP चेक लिखना है, उसके आगे हमारी जो IP है विक्टिम की वो मेंशन करनी है, एंटर करेंगे हम। सो यहाँ पे ये इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट एक ID पासवर्ड डालेगा जिसकी मदद से हम लॉगिन कर जाएंगे, और हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बहुत अच्छे से काम कर दिया। अब करता हूँ, ओके ग्रेट। सो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास एन्यूमरेशन की सारी डिटेल्स आ गई है। सो SNMP चेक ने हमें काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लाइक ये देखिए। तो यहाँ पे हमारे पास होस्ट IP, नेम, यूजर अकाउंट्स, नेटवर्क इंटरफेसेस कौन कौन से यूज करे जा रहे हैं, जो यूज हो रहा है उसका मैक एड्रेस, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आई है यहाँ पे हमारे पास। राउटिंग इन्फॉर्मेशन आ गई है, TCP कनेक्शंस की जो लिस्ट है वो आ गई है, सर्विसेज जो चल रही है वो सारी आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस भी यहाँ पे शो कर रहा है। ग्रेट, स्टोरेज इन्फॉर्मेशन बता रहा है, काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। यहाँ पे सारी डिवाइसेस की भी इंफॉर्मेशन बता रहा है, एंड आखिर में जो हमारा विंडो XP है और जो भी सॉफ्टवेयर है उनके भी वर्जन बता रहा है। तो फ्रेंड्स ये है SNMP का कमाल है। SNMP एन्यूमरेशन में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देती है, और मेटास्प्लॉइट के जरिए SNMP एन्यूमरेशन की वल्नरेबिलिटी की वजह से इस सिस्टम में काफी सारी चीजों की एक्सेस भी पा सकते हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर हम देखेंगे कि हम SMTP का एन्यूमरेशन कैसे कर सकते हैं, हाउ टू एन्यूमरेट SMTP। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो स्टूडेंट्स, हम हमारी काली मशीन को ओपन कर लेंगे, आप भी अपनी काली मशीन स्टार्ट कर लीजिए, एंड यहाँ पे मेटास्प्लॉइटेबल है, ध्यान रखिएगा कि वो ऑन हो। IF कॉन्फ़िग लिख के उसकी IP चेक कर लीजिएगा, जैसा कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसकी IP को स्कैन करेंगे और ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। कैसे देखेंगे, Nmap पोर्ट में हम बेसिकली 1 से लेकर 65535 सारी पोर्ट स्कैन करेंगे, एंड यहाँ पे जो स्कैन हम रन करेंगे वो SV करेंगे ताकि हमें वर्जन मिल जाए जिसमें TCP हो। सो हम TCP स्कैन रन करेंगे ताकि हमें वर्जन मिल जाए 1 पोर्ट से लेकर 65535 जितनी भी पोर्ट्स ओपन है उनके, जो उनमें सर्विसेज चल रही है उन सबके। सो हम यहाँ एंटर करेंगे एंड आउटपुट का वेट करेंगे। यहाँ पे जो पोर्ट्स है इसने ओपन देख लिया, अब इनके अंदर सर्विसेज क्या रन कर रही है यही देखना है बस। एंड फ्रेंड्स, SMTP क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जब तक। बेसिकली SMTP क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये मेलिंग में हेल्प करता है। तो मेलिंग करने के लिए जो भी प्रोटोकॉल यूज में आ रहा है वो SMTP है। वो क्या काम करेगा, तो ये बेसिकली मेलिंग से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स पे काम करती है कि यूजर वेरीफाइड है कि नहीं है, लिस्ट में कितने यूजर्स हैं उनके जरिए उनको अरेंज करना, कोई लिस्ट में यूजर ऐड करना या रिमूव करना, ये सारे काम जो है हमारी SMTP प्रोटोकॉल करती है। अब हम SMTP प्रोटोकॉल के जरिए क्या क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली किसी भी मेलिंग लिस्ट में खुद को ऐड कर सकते हैं या किसी को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी है क्या उसकी वो पोर्ट ओपन है कि नहीं है, और उसके बाद उसमें मिसकॉन्फ़िगरेशन जो बाय डिफॉल्ट रहती है वो है कि नहीं है। सो यहाँ पे हम Nmap का रिजल्ट आ चुका है, आप देख सकते हैं हमें काफी सारी पोर्ट्स उन पे रनिंग सर्विसेज यहाँ पे दिख रही है, और हमें जिसमें इंटरेस्टेड है वो हम यहाँ देख सकते हैं कि SMTP पोर्ट 25 पे रन हो रहा है। सो ये जो पोर्ट 25 पे SMTP रन हो रहा है, हमें बेसिकली इसी में वल्नरेबिलिटी चेक करनी है, जो कि बहुत आसान है फ्रेंड्स। हाँ, बहुत ज्यादा ईजी है। हम इसमें यूज लेंगे नेटकैट। नेटकैट क्या है, ये बेसिकली एक ऐसा पैकेज है, एक ऐसा टूल है जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये बेसिकली किसी भी IP पे और कोई भी पोर्ट पे जो रनिंग डेटा होता है उसको उससे बातचीत कर सकता है, यानी कनेक्ट होने की कोशिश करता है। यानी ये नेटवर्क से, किसी भी नेटवर्क से पैकेज शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, यानी किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होता है और उससे कम्युनिकेशन बैठाने की कोशिश करता है, जिसको यूज करना बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेटकैट -N यानी नो पिंग, एंड देन V यानी वर्बस जो आउटपुट है वो हमें दिखे, और उसके बाद हम हमारी IP डालेंगे 192.168.92.134। ये जो हमारे विक्टिम की IP है वो हमने डाली, एंड क्योंकि हमें पता है पोर्ट 25 पे SMTP रन कर रहा है तो हमें बस पोर्ट 25 जो थी वो यहाँ पे लिख देनी है और एंटर कर देना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने SMTP से कनेक्ट कर लिया है, ओपन बताया एंड कनेक्टेड है। अगर मैं कोई यहाँ प्रोग्राम लिखूँ या कोई कोड लिखूँ जो SMTP यूज में लेती है
तो मेरे को वहाँ का उस पर आउटपुट दिखेगा। लाइक मैं अगर लिखूँ VRFI जो कि वेरीफाई करता है यूजर वैलिड है कि नहीं है, अगर इतना ही लिख के एंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे एड्रेस मांग रहा है, यानी ये कमांड वैलिड है। अगर हम चाहते हैं देखना कि भाई ये जो SMTP है ये कौन कौन से कमांड्स और फॉलो कर सकता है, वैसे तो हम सर्च करके देख सकते हैं, बट हम Nmap के जरिए भी इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो हम कैसे लेंगे, हम इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं। एंड क्योंकि अब हमें पता है कि यहाँ पे SMTP की वल्नरेबिलिटी है, तो हम यहाँ पे -P में डायरेक्ट पोर्ट मेंशन करेंगे जो कि हमारी 25 है, SMTP जिस पे ओपन था, IP मेंशन करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे SC फंक्शन यूज में लेंगे जो कि बेसिकली जो भी स्क्रिप्ट यहाँ SMTP के लिए बनी हुई है वो सारी स्क्रिप्ट यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। हम एंटर प्रेस करेंगे और बेसिकली स्क्रिप्टिंग का जो काम है वो ऑटोमेटिकली होगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि SMTP से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमें शो हो रही है, जिसमें हमें SMTP कमांड्स भी शो हो रहे हैं। तो ये जितने भी कमांड्स आपको दिख रहे हैं ये बेसिकली SMTP फॉलो कर रहा है, ये कमांड्स अवेलेबल है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं, लाइक ETRN यूज करके देखते हैं क्या होता है इससे। तो हम वापस लिखेंगे हमारा पुराना कमांड netcat-nv IP एंड देन पोर्ट, एंड यहाँ पे जो हमारा कमांड था ETRN वो लिखेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे एक डोमेन मांग रहा है और डोमेन हम जो भी डालेंगे तो बताएगा वैलिडेट डोमेन है कि नहीं है। ये है बेसिकली फ्रेंड्स SMTP का एन्यूमरेशन फाइंड करना इतना आसान है। ये जो वल्नरेबिलिटी अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। ये वल्नरेबिलिटीज हमारे सिस्टम में नहीं होनी चाहिए। इसको दूर करने के लिए बेसिकली अगर SMTP यूज नहीं आ रहा तो पहली चीज उसे बंद कर दिया जाए, दूसरी चीज उसको फिल्टर रखा जाए, उसको ऐसे ओपन ना रखा जाए, उसका जो सेशन है उसको सिक्योर करा जाए। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ नेटवर्क फाइल सिस्टम की एन्यूमरेशन पे, यानी हम नेटवर्क फाइल सिस्टम पे एन्यूमरेशन कैसे ट्राई कर सकते हैं, NFS पे एन्यूमरेशन कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स आइए चलते हैं हमारे काली वर्चुअल मशीन पे। सो काली मशीन हमने स्टार्ट कर ली है। जैसा कि हम पूरा प्रोसेस लगातार एनिमेशन में फॉलो करते आ रहे हैं। हमारे पास जो IP थी हमारी मेटास्प्लॉइट टेबल की, जो कि हमने मेटास्प्लॉइट टेबल पे जाके ifconfig कमांड के जरिए ली थी, उस IP पे हम स्कैनिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है, और उनमें से जो भी प्रोटोकॉल्स हम एन्यूमरेट कर सकते हैं हम उनको एन्यूमरेशन करके उनकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। सो अब हम आए हैं NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। नीड फॉर स्पीड नहीं है ये। NFS का मतलब है नेटवर्क फाइल सिस्टम। ये क्या होता है, बेसिकली हम एक फाइल को जब हमारे आसपास के लोकल एरिया नेटवर्क में शेयर करते हैं ताकि कोई भी उसे एक्सेस कर सके, उसको NFS कहा जाता है। तो अब अगर हम किसी NFS प्रोटोकॉल के जरिए किसी सिस्टम की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते तो ये वल्नरेबिलिटी को एन्यूमरेशन कहेंगे हम। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं और कैसे ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इस प्रोसेस को अब हम देखेंगे। फ्रेंड्स जो NFS है वो बेसिकली RPC बाइंड सर्विस के द्वारा चलाया जाता है। यानी NFS की जो ये फाइल सिस्टम है या तो ये RPC बाइंड चलाएगी या फिर ये पोर्ट मैपर चलाएगी। सो ये दोनों जो है सर्विसेज ये पोर्ट 111 पे रन होती है। तो आइए देखते हैं, हमने जो Nmap स्कैन कर रखा है हमारे सिस्टम का, उसके अंदर पोर्ट 111 ओपन है और वो भी RPC बाइंड पे ही। तो हमें पता है 111 पे नेटवर्क फाइल सिस्टम का काम होता है RPC बाइंड के जरिए और वो ओपन है। तो अब हमारा काम है उसे एन्यूमरेट करना, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम फिर सबसे पहले, क्योंकि हमें इसकी पोर्ट पता है तो हम यहाँ लिखेंगे Nmap। पोर्ट में हम 111 मेंशन कर देंगे, हमारी IP डालेंगे एंड देन स्क्रिप्ट फंक्शन का यूज लेके। अब क्योंकि हमें नहीं पता कि नेटवर्क फाइल सिस्टम की कौन सी स्क्रिप्ट यूज में लेनी है, तो हम NFS लिख के स्टार लिख देंगे, यानी जितनी भी स्क्रिप्ट्स नेटवर्क फाइल सिस्टम से रिलेटेबल वो सारी यहाँ पे रन हो, एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने आउटपुट आ गया है, काफी फास्ट आया है। तो यहाँ पे इस आउटपुट में बेसिकली NFS की कुछ स्क्रिप्ट्स अपना काम करा और जितनी भी फाइल सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है हमें शो कर दी है। एंड इन फाइल सिस्टम की परमिशन आप देख सकते हैं कि सबके पास सारी परमिशंस है, यानी हमें यूजर ग्रुप भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें एडमिनिस्ट्रेशन यूजर होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी सारी फाइल्स के पास सारी परमिशंस है। हमारा काम है इन फाइल्स को एक्सेस करना, इनको माउंट करना। वो हम कैसे कर सकते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पे हमारे लिए जो जरूरी है NFS शो माउंट के अंदर हमें बता रहा है कि ये जो बेसिकली यहाँ स्टार है इसका मतलब सारी चीजें जो है वो माउंटेड है। अगर ये सारी फाइल्स यहाँ पे नहीं दिखती, केवल होम दिखता, तो यहाँ केवल होम लिखा हुआ होता। यानी अगर एक से ज्यादा फाइल NFS में ओपन है तो यहाँ पे स्टार आ रहा है, यानी यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे बिन भी आ सकता है, यहाँ पे होम भी आ सकता है। तो ओके ग्रेट, अब हमारा काम है इसे माउंट करना। अगर शो माउंट आपके ऐसा शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप एक कमांड रन कर सकते हैं, शो माउंट -e एंड देन आपकी IP। जैसे आप एंटर करेंगे उस जो भी उसकी लोकेशन है, जो भी फाइल माउंट हो रखी है यानी NFS में शेयर हो रखी है, वो सारी आपको शो कर देगा। अब हमारा काम है इससे कनेक्ट होना। कनेक्ट होने के लिए हम बेसिकली कमांड यूज करेंगे माउंट -t NFS हमारी IP एंड देन यहाँ पे
जस्ट बिकॉज कोई भी सारी की सारी डायरेक्टरीज ऑन थी तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, होम लिखेंगे तो केवल होम से कनेक्ट होंगे, बट हम यहाँ कोई डायरेक्टरी नहीं लिखेंगे बिकॉज सारी डायरेक्टरीज जो है वो नेटवर्क फाइल सिस्टम पे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे हमने एक और डायरेक्टरी लिखी है जिसको माउंट करना है, हमारी डायरेक्टरी को जिस सिस्टम से कनेक्ट करना है वो डायरेक्टरी लिखी है जो कि ये टाइम फाइल के अंदर टेस्ट नाम का फोल्डर। आप लोगों के ये टेस्ट फोल्डर क्रिएटेड नहीं होगा तो हमें ये फोल्डर को क्रिएट करना है। हम बेसिकली लिखेंगे यहाँ पे cd/temp cd/temp एंड देन ls करके देखेंगे तो मेरे तो यहाँ टेस्ट नाम का फोल्डर आ रहा है, आप लोगों के नहीं आ रहा होगा तो आपको लिखना है mkdir टेस्ट एंड जैसे आप एंटर करेंगे तो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम टेस्ट होगा। ls करके देख लेते हैं, मेरे पास भी टेस्ट नाम का फोल्डर आ रहा है, आप लोगों के भी शो हो रहा होगा। तो आइए चलते हैं वापस हमारी पहली विंडो पे एंड यहाँ पे हमारा जो कमांड है ये कंप्लीट है, हमें बस एक एंटर बटन प्रेस करना है तो हम एंटर कर देते हैं एंड यहाँ आउटपुट में बेसिकली कुछ नहीं आया, इसका मतलब है कि कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। तो आइए चल के देखते हैं हमारे हाथ क्या क्या लगा है। cd/tmp एंटर, ls, यहाँ पे टेस्ट नाम का फोल्डर है cd test, ls एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी फाइल सिस्टम थे, जो भी फाइल्स थी कहाँ की, हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन की, वो सारी यहाँ पे शो हो रही है। आइए कंफर्म कर देते हैं, ऐसे हम चलेंगे बेसिकली होम डायरेक्टरी में एंड उसके अंदर msf admin जो कि हमारे यूजर का नाम था मेटास्प्लॉइटेबल के, एंड यहाँ पे वर्नेबल नाम का एक फोल्डर है। तो आइए अब मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में जाके चेक करते हैं क्या एक फोल्डर है कि नहीं है वर्नेबल नाम का। हम मेटास्प्लॉइटेबल में जाएंगे, यहाँ पे हम ls टाइप करेंगे और एंटर करेंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्नेबल नाम का फोल्डर है। तो ग्रेट, यानी हम कनेक्ट तो हो गए। अब हम क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज हमारे पास सारी परमिशंस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम नेटवर्क फाइल सिस्टम से कनेक्ट है, हम यहाँ पे एक वायरस अपलोड कर सकते हैं, हम फाइल चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो आइए टेस्ट करते हैं, हम लिखेंगे mkdir, तो हम टेस्ट नाम का एक फोल्डर वर्नेबल के साथ बना देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टेस्ट नाम का फोल्डर यहाँ पे तो शो कर रहा है, बट क्या यही फोल्डर मेटास्प्लॉइटेबल मशीन में क्रिएट हुआ होगा? तो आइए चल के देखते हैं। ls कमांड लिखेंगे हम एंड आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टेस्ट नाम का जो फोल्डर है ये क्रिएट हो चुका है, यानी हमारे पास सारी परमिशंस अवेलेबल है। और हम क्या कर सकते हैं, क्या मैं यहाँ से अगर ये फोल्डर हटाऊं, rmdir रिमूव डायरेक्टरी, याद होगा आप लोगों को, test टेस्ट, एंटर, ls, यहाँ से टेस्ट नाम का फोल्डर हट चुका है। क्या यही फोल्डर वहां से भी हट चुका होगा? देखते हैं। कंट्रोल Alt के जरिए बेसिकली आपका जो कर्सर है वो आपको शो होने लग जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप Ctrl+L दबा सकते हैं एंड यहाँ पे हम ls करके देखेंगे। सो यहाँ पे वो टेस्ट नाम का फोल्डर मूव हो चुका है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हमारे पास सारी परमिशंस हैं, नेटवर्क फाइल सिस्टम में कोई भी फाइल को चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारी परमिशंस एग्जीक्यूट करने की, और ये सारी परमिशन अभी हमारे पास है। और ये केवल पॉसिबल हो सका NFS एन्यूमरेशन के जरिए। तो एन्यूमरेशन काफ़ी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमें काफ़ी अच्छा आउटपुट प्रोड्यूस करती है और हमारी काफ़ी हेल्प करती है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम सीखेंगे हाउ टू DNS एन्यूमरेट, यानी DNS एन्यूमरेट कैसे कर सकते हैं हम। DNS क्या है? डोमेन नेम सर्वर। उसमें एन्यूमरेशन बेसिकली हम देखेंगे कि जोन ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो आइए, बहुत ही इजी सा काम है फ्रेंड्स DNS एन्यूमरेशन करना। स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हम कैसे DNS एन्यूमरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो DNS एन्यूमरेशन के लिए हम यूज में लेंगे DNSAnum। DNSAnum ये बेसिकली बहुत ही इजीली जो है हमारे डोमेन की सारी एन्यूमरेशन करके हमें बता देगा कि इसमें जोन ट्रांसफर अटैक पॉसिबल है कि नहीं है, और भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन बताएगा। सो DNSAnum के बाद हमें बस हमारे डोमेन नेम का नाम लिखना है एंड हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे इसने बेसिकली सबसे पहले, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो जोन ट्रांसफर है, जोन फाइल होती है वो हमारे नेम सर्वर से लिंक होती है। तो नेम सर्वर के बेसिस पे इसने हमें बताया है कि यह जो डोमेन है इसमें जोन ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं है। इस नेम सर्वर के बेसिस पे डोमेन में जोन ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं है। दोनों ही नेम सर्वर के बेसिस पे इसने हमें बता दिया है कि जोन ट्रांसफर सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे जोन ट्रांसफर काम नहीं कर रहा है। अगर आपको किसी भी सिस्टम में किसी भी डोमेन पे जोन ट्रांसफर टेस्ट करना है तो आपको बस DNSAnum के बाद उस डोमेन का नाम लिख देना है और ये स्कैनिंग करके आपको बता देगा कि वहां पे जोन ट्रांसफर की वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेशन की टेक्निक पे फिलहाल एक ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है जिससे इसके सारे सब डोमेन्स भी निकाल सके और कुछ और इन्फॉर्मेशन भी निकाल सके। तो जैसा कि अभी इसने एक सब डोमेन निकाला है blog.wscryptech.com, और ऐसे ही काफी सारे सब डोमेन्स निकाल के हमें यहाँ पे शो करेगा। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट हमसे क्या क्या दिखाता है, कितना अच्छा आउटपुट ये प्रोड्यूस करके देता है हमें। सो स्टूडेंट, जहाँ पे हमने जो DNSAnum करा था उसको प्रॉपर आउटपुट आ गया है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे इसने मेल सर्वर निकाल दिया था, नेम सर्वर निकाला था, एंड जो जोन ट्रांसफर का मैं मना कर दिया था, फेल्ड रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद इसने कुछ सब डोमेन्स निकाले हैं एंड यहाँ पे आईपी रेंज बताइए। सो ये बेसिकली हमारे डीएनएस एन्यूमरेशन का पार्ट था, जिसमें हम डीएनएस एनएम टूल के जरिए, जो काली लिनक्स में प्रीइंस्टॉल्ड आता है, उसके जरिए हमने डीएनएस एन्यूमरेशन टेस्ट किया है। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है और आज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पे टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी, vulnerability assessment life cycle, vulnerability assessment solutions and vulnerability scoring system। So आज हम ये पांचों चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज vulnerability assessment। vulnerability assessment क्या होता है? तो फ्रेंड्स बेसिकली vulnerability assessment क्या है? जब हम एक सिस्टम की स्कैनिंग कर रहे हैं और उसके आए हुए आउटपुट में हम कोई ना कोई कमी ढूंढ रहे हैं, यानी इस कमी की वजह से अगर इस सिस्टम एक्सप्लॉइट हो सकता है, इस सिस्टम का नुकसान हो सकता है, कोई डेटा लीक हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने गैदरिंग करी है स्कैनिंग के थ्रू, नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू, एन्यूमरेशन के थ्रू, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के थ्रू, उन सारी इंफॉर्मेशन में अगर कोई लूप होल है, कोई कमी है, तो उसको हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, यानी उस कमी को निकालने के प्रोसेस को हम कहेंगे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसके जरिए हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को समझ सकते हैं। सिस्टमैटिक वे, ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, यानी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ती है, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉन्सिस है जो कि, उसके बाद हमें नेटवर्क स्कैनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद एन्यूमरेशन करना पड़ता है, देन हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के प्रोसेस में आते हैं, जिसके अंदर हमें और कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। सो ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, बिल्कुल करेक्ट। रिव्यू सिक्योरिटी वीकनेस, यानी क्या कर रहे हैं हम? इस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या था? बेसिकली हम जहां पे भी सिक्योरिटी में कमी थी, उन वीकनेस, उन पॉइंट्स को ढूंढ रहे थे, उन बग्स को ढूंढ रहे थे। ओके, असाइन सिक्योरिटी लेवल, एंड जैसे ही हमें वो बग मिलता है या वो कमी या वो सिक्योरिटी में इश्यू कुछ भी मिल रहा है, कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन या कोई भी एरर मिल रहा है, तो उस एरर से या उस मिसकॉन्फ़िगरेशन से या फिर उस बग से कितना अफेक्ट पड़ सकता है उस सिस्टम पे, उसको लेवल देना, यानी कि ये कितना डेंजर हो सकता है या फिर कितना नॉर्मल है, तो उसको एक लेवल प्रोवाइड करना, ये प्रॉपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। सो वल्नरेबिलिटी की क्लासिफिकेशंस कैसे हो सकती है, कितने तरीके की वल्नरेबिलिटीज मिल सकती है, तो आइए इसे देखते हैं। पहला है मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमने पहले भी समझा है। मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? किसी भी सिस्टम में जब कोई चीज बाय डिफॉल्ट सेव है और उसकी सेटिंग्स जो है वो पहले से जो थी अभी भी वही है, उन सेटिंग्स की वजह से वो सिस्टम वर्नेबल है, तो उसको हम कहेंगे मिसकॉन्फ़िगरेशन, यानी जो उसकी सेटिंग्स हो रखी है वो प्रॉपर्ली सेट नहीं है, उसकी सेटिंग्स इस तरीके से सेट नहीं हो रखी कि वो सिक्योर रहे, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को कहेंगे मिसकॉन्फ़िगरेशन। सेकंड हमारे पास है डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, यानी बाय डिफॉल्ट जो भी चीज इंस्टॉल रहती है वहां पे कई बार वर्नेबिलिटीज होती है, यानी बाय डिफॉल्ट अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रह रहा है तो वो वर्नेबल हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी ऐसे ही हम डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं रख सकते, हमें या तो उसे मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहिए, जो उस चीज की जरूरत है उसी को इंस्टॉल करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में भी वर्नेबिलिटीज मिलती है। बफर ओवरफ्लो, यानी हम अगर डेटा में प्रॉपर वैलिडेशंस नहीं लगाते हैं कि एक बार में इतना ही पैकेट आना चाहिए, इससे ज्यादा पैकेट आता है तो उसे होल्ड करके रखना है या क्या प्रोसेस करना है, एक सिस्टम से इतने ही पैकेट्स आ सकते हैं एक बार में, अगर हम वैलिडेशंस प्रॉपर नहीं फॉलो कर रहे, तो अगर सिस्टम के पास उसकी लिमिट से ज्यादा डेटा आ पा रहा है तो वहां पे बफर ओवरफ्लो होगा, सिस्टम मिसबिहेव करेगा, तो हमें वहां पे वैलिडेशंस एंड प्रॉपर सारी चीजें अरेंज करनी पड़ती है। तो बेसिकली एक सिस्टम की कैपेबिलिटी से ज्यादा अगर उसके पास डेटा आ रहा है प्रोसेस होने के लिए, सो वो बफर ओवरफ्लो में आएगा। उसके बाद है अनपैच सर्वर्स, यानी वो सारे सर्वर्स जहां पे अगर कोई वल्नरेबिलिटी निकली थी या कोई कमी थी, कोई एरर जनरेट हो रहा था और वो अभी तक पैच नहीं हुए हैं, यानी अभी तक उनकी जो सिक्योरिटी थी वो रिलीज नहीं हुई है या फिर उन पे अभी भी सिक्योरिटी जो थी वो अप्लाई नहीं करी गई है, सो इसको हम कहते हैं अनपैच सर्वर। उसके बाद हमारे पास है डिजाइन फ्लॉ, यानी जब हम एक सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, जब हम एक एप्लीकेशन या किसी भी चीज को बना रहे हैं, बनाते वक्त अगर उसमें कोई फ्लॉ या कमी रह जाती है तो उसको हम कहते हैं डिजाइन फ्लॉ। यानी मान लीजिए अगर आप एक सिस्टम को, आप एक वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर आप वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं और आपने उस वेबसाइट में कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी, कोई वैलिडेटर नहीं लगाया या कोई भी कमी छोड़ी है, या आपने कोई पेज की एग्जैक्ट एड्रेस नहीं दिया, वहां एक एरर जनरेट हो रही है, सो वो एरर्स और कमियां जो डिजाइन के वक्त बनती है उसको हम कहते हैं डिजाइन फ्लॉज। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉज, जिसके बारे में हमने समझा है। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉज क्या होता है? वो फ्लॉज जो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन में होता है, यानी अगर हम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रॉपर अपडेट नहीं रखते हैं तो बेसिक सी बात है कि पुराने वर्जन में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट हुई होगी, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी बग्स निकला होगा जो कि आज भी अवेलेबल होगा उसी वर्जन में।
तो उसी के बाद उसका अगर पैच निकाला था तो नया वर्जन अवेल हो गया था। तो अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड नहीं है तो जो फ्लॉ हम निकालेंगे वो ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉज होंगे। उसके बाद है हमारे पास ओपन सर्विसेज। ओपन सर्विसेज क्या होता है? बेसिकली हमारे पास पोर्ट्स हैं जिन पे कुछ सर्विसेज रन कर रही है, तो अगर ये सर्विसेज जिन पोर्ट्स पे रन करी है वो पोर्ट्स ओपन है और कोई भी इन पोर्ट्स की मिसकॉन्फ़िगरेशन या किसी भी अदर सोर्स से इस सर्विसेज को यूज कर सकता है हमारे सिस्टम की विदाउट एनी वैलिडेशन, विदाउट एनी फिल्टर, सो उस केस में ओपन सर्विसेज फ्लॉज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन फ्लॉज, यानी एक वेबसाइट तो आपने बना दिया, वेबसाइट में काफी तरीके के अटैक्स होते हैं जो आपको सिस्टम तक भी पहुंचा सकते हैं डायरेक्ट, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो ये जितने भी फ्लॉज होते हैं ये एप्लीकेशन लेवल पे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रेंड्स डिफॉल्ट पासवर्ड, जो कि एक मिसकॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है। डिफॉल्ट पासवर्ड यानी हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल है, जो भी डिवाइस है, जो भी सर्वर है, अगर हम उसका पासवर्ड बाय डिफॉल्ट ही रखते हैं या बहुत नॉर्मल रखते हैं तो वो पासवर्ड इजीली क्रैकेबल है, इजीली गैस करे जा सकते हैं। सो उस केस में हमारा सिस्टम काफी वर्नेबल हो जाता है। सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वर्नेबिलिटी असेसमेंट लाइफ साइकिल, यानी जो हम वर्नेबिलिटी असेसमेंट करते हैं उसकी लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस को जब हम फॉलो करते हैं और वापस उसी जगह पे आते हैं और वो लगातार कंटिन्यूसली फॉलो करा जाता है, उसको हम कहते हैं लाइफ साइकिल। सो वर्नेबिलिटी असेसमेंट की लाइफ साइकिल क्या कहती है, आइए समझते हैं। सबसे पहला हमारा काम होता है क्रिएटिंग बेसलाइन। क्रिएटिंग बेसलाइन हमने किया है अभी तक, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, एन्यूमरेशन करा, नेटवर्क स्कैनिंग करी, तो ये हमने एक बेसलाइन बनाया। हमने प्रॉपर जो डेटा है उसको रिकॉर्ड किया, उसमें सारी जो चीजें थी उनको देखा, उनको एनालिसिस करा। एनालिसिस करने के बाद हमने उसमें वल्नरेबिलिटी निकाली। हमने देखा क्या, अरे यार ये सॉफ्टवेयर जो डाउनलोडेड था ये तो पुराना वर्जन है और इस वर्जन में वल्नरेबिलिटी थी, या फिर यहाँ पे ये जो है ये बफर ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे ही काफी सारी चीजों को जब हमने एनालिसिस करा तो हमने देखा इसमें कई अलग अलग तरीके की वल्नरेबिलिटीज हैं। तो हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करा, यानी हमने उन वल्नरेबिलिटीज को ढूंढा वहां पे। उसके बाद उन वल्नरेबिलिटीज से क्या फर्क पड़ सकता है, रिस्क असेसमेंट, यानी अगर एक एक्सेस है नॉर्मल रिफ्लेक्टिव तो वो आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी। तो ऐसे ही हम ये देखते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी जो है क्या ये नॉर्मल सी कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या ये भारी नुकसान कर सकती है, क्या ये डेटाबेस करप्ट कर सकती है, या फिर डेटाबेस में से डेटा को ट्रांसफर कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह, या सिस्टम का सेशन एक्सेस दे सकती है। तो हमें ये देखना है कि जो कमी मिली है उस कमी से किसी सिस्टम को कितना नुकसान हो सकता है, उसका लेवल क्या है, क्या वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल की कमी है उसे इग्नोर करा जा सकता है या फिर उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमने उसकी रिस्क असेसमेंट के बाद हमने देखा रेमिडिएशन। रेमिडिएशन क्या है? बेसिकली कि जो कमी निकली है अब उस कमी को दूर करा जाए, उस फ्लॉ को हटाया जाए, उस एरर को हटाया जाए। उसको हटाने के बाद हम प्रोसेस पाएंगे वेरिफिकेशन, यानी अब जो हमने ये काम कर दिया है क्या ये परफेक्टली हो गया है, यानी हम रीचेक कर रहे हैं कि भाई हमने जो फ्लॉज हटाए हैं क्या वो रियलिटी में हट गए हैं, वो सही से काम कर रहे हैं, तो हम उसे वेरीफाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के बाद हमारा काम होता है कि हम मॉनिटर करें कि हमने उन फ्लॉज को तो हटा दिया, क्या उनसे कोई मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, यानी क्या हमारा सिस्टम मिसबिहेव तो नहीं कर रहा। उस फ्लॉ में हमें हटाने के लिए हमने जो चेंजेस करे, जो वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हमने उसे चेंजेस करे, क्या उसमें कुछ मिसबिहेव तो नहीं हो रहा है, तो उसे मॉनिटर करना, या फिर उस पर कुछ वापस अटैक तो नहीं हो रहा, कोई और नई वल्नरेबिलिटी तो जनरेट नहीं हो रही है, तो उसको मॉनिटरिंग करना। एंड देन इस प्रोसेस को हम लगातार फॉलो करते जाएंगे। अगर मॉनिटरिंग करते हुए हमें कोई एरर मिलती है बेसलाइन के जरिए तो हम वापस वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, और ऐसे ही हमारी लाइफ साइकिल जो है ये चलती रहती है ताकि ये जो सिस्टम है ये प्रॉपर्ली सिक्योर रहे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉल्यूशंस, यानी इनके सॉल्यूशंस क्या है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, समझते हैं। टर्म्स और रेफरेंसेस के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोकेश नोड में हमने क्या किया, हमने बेसिकली सिस्टम को स्कैन करा, सॉफ्टवेयर पता करे, ओपन पोर्ट्स पता करी। तो ये सारी चीजें हमने लोकेश नोड में, यानी एक एक जो जो चीजें लिंकेबल है, जो जो चीजें एक दूसरे से लिंक करती है, हमने वो सारी चीजों को पहले रिलेट करा। रिलेट करने के बाद हमने देखा कि उनके अंदर क्या सर्विसेज चल रही है, यानी जो भी उनके अंदर सर्विसेज है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पोर्ट 22 है तो वहां पे क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उसका वर्जन क्या है। पोर्ट 111 है तो उस पर क्या चल रहा है, उसका वर्जन क्या है, कौन सी सर्विस चल रही है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कवर करी, और डिस्कवर करने के बाद हमने देखा टेस्ट सर्विसेज फॉर नॉन वल्नरेबिलिटीज, यानी उसके बाद हमने टेस्ट करा कि यार ये कुछ नॉन वल्नरेबिलिटीज है, क्या ये वल्नरेबिलिटीज इन सर्विसेज इन ओपन पोर्ट्स के अंदर है कि नहीं है। और ये ही प्रोसेस है हमारे जो वल्नरेबिलिटी के सॉल्यूशंस है उनको करने का, जिसके अंदर हमने लास्ट में फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस के अंदर हमने बताया, बेसिकली हमने एक रिपोर्ट जनरेट करके दी कि हमने इसको कैसे ढूंढा था और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, जिसको हम बेसिकली एक प्रॉपर बग बाउंटी रिपोर्ट कहते हैं, जिसमें हम पीओसी डालते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का सॉल्यूशन है कि आप उस बग को जनरेट करो, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करके उसको बता दिया जाए कि हमने इसे कैसे जनरेट किया है एंड इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके रिकमेंडेशंस क्या है, इससे सिस्टम पे क्या फर्क पड़ सकता है और इसे सुधारा कैसे जा सकता है।
सो फ्रेंड्स, ये सब करते हैं जब हम एक प्रॉपर बग बाउंटी रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि जो हमारा बग निकला है उसकी लेवल क्या है, क्या वो अपर लेवल बग है या फिर वो नॉर्मल से एक इन्फॉर्मेशन रिलीज कर रहा है या फिर मिडिल लेवल बग है। तो हमें उसका जो लेवल है वो पता लगाना बहुत जरूरी है, जो कि हम पता लगा सकते हैं CVSS के जरिए। सो पहले जो वर्जन चल रहा था वो वर्जन 2 था, उसकी रेटिंग्स यहाँ पे शो करी गई है। बेसिकली 0.0 से लेकर 3.9 तक जो भी है वो लो में आता है, मीडियम में 4.0 से 6.9 तक आता है एंड हाई में 7 से 10 तक आता है। ये बेसिकली हमारा था CVSS वर्जन 2.0। उसके बाद जो नया वर्जन आया जो कि हमें बता रहा है कि वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग क्या है, वो है CVSS वर्जन 3। आप CVSS पे जाके इजीली सारी वल्नरेबिलिटीज के अंदर और डिटेल्स देख सकते हैं कि किस लेवल में क्या क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 में तो कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिल रही है, 0.1 से लेकर 3.9 तक लो है एंड 4 से लेकर 6.9 तक जो है वो मीडियम है, हाई जो है वो 7 से 8.9 तक आएगी एंड क्रिटिकल जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है वो आएगी 9.0 से 10.0 तक। सो ये बेसिकली हमें जो बग मिला है, जो वल्नरेबिलिटी मिली है, उसकी स्कोरिंग सिस्टम है। CVSS पे जाके आप बेसिकली और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं ये कौन सी वल्नरेबिलिटी किस स्कोरिंग सिस्टम में आ रही है। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वल्नरेबिलिटी एनालिसिस का, यानी हमने जितने भी प्रोसेसेस को फॉलो करा, हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी, हमने नेटवर्क स्कैनिंग करी, हमने एन्यूमरेशन करा, तो ये जितने भी प्रोसेसेस को हमने फॉलो करा, इनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें गैदर हुई है उसके अंदर हमें अब ये देखना है कि क्या कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। हम हमारी काली मशीन को ओपन करेंगे। सो काली मशीन में टर्मिनल पे बेसिकली हमने जो पहले नेटवर्क स्कैनिंग करी थी वहां पे हमारे पास सारी ओपन पोर्ट्स और उन पे चलने वाली सर्विसेज के वर्जन शो हुए थे। तो हम सबसे पहले उस फाइल को रन करेंगे, जो कि हम ls करके देख सकते हैं कि हमने testscan.html, आप देख सकते हैं हमारा नेटवर्क स्कैनिंग का वीडियो जहाँ पे हमने नेटवर्क का स्कैन करके nmap के जरिए जो भी उसका आउटपुट था उसको एक फाइल में सेव करा था जो कि XML फाइल थी एंड बाद में हमने उस XML फाइल को कन्वर्ट करा था HTML फाइल में। तो यही वो testscan.html फाइल है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी फाइल को हम बेसिकली रीड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, जो ओपन पोर्ट्स थी उनमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है एन्यूमरेशन के अलावा। सो हम फायरफॉक्स फाइल का नाम लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली फाइल फायरफॉक्स में ऑन हो जाएगी और आप यहाँ देख सकते हैं फाइल यहाँ पे ओपन हो गई है। ये हमारी मेटास्प्लोइटेबल मशीन को हमने स्कैन करा था। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट का सेशन है जहाँ पे हमारे पास सारी पोर्ट्स के नंबर, उनके प्रोटोकॉल्स, उनका स्टेटस और उनके वर्जन्स और उनके वर्जन के नंबर, यानी उनके जो सर्विसेज है उनके नंबर शो कर रहा है। तो हमें इन्हीं में वल्नरेबिलिटी निकालनी है और ये हम कैसे निकाल सकते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पोर्ट 111 पे जो है RPC चल रहा था, ओके ग्रेट, और यहाँ पे पोर्ट 22 पे SSH चल रहा है जिसका प्रोटोकॉल 2.0 है। तो ये जो इसका वर्जन है ये 2.0 है। तो आइए देखते हैं क्या SSH में कोई वल्नरेबिलिटी है। तो उसको देखने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे एक साइट पे जाएंगे जो कि गूगल हैकिंग डेटाबेस भी कहलाता है, जिसको हम कहेंगे exploitdb। हम एंटर करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट URL आ रही है हम इसके अंदर जाएंगे। exploitdb, मेटास्प्लॉइट और काफी सारे टूल्स जो हैं वो Rapid7 के द्वारा मेंटेन करे जाते हैं और यहाँ पे कोई भी अगर बग रिपोर्ट होता है, कोई भी वल्नरेबिलिटी फाइंड होती है, कोई नया वायरस, कोई भी रिमोट एक्सेस ट्रोजन या कुछ भी, कोई भी पेलोड रिलीज होता है तो वो सारी चीजें बेसिकली यहाँ हमें मिल सकती है। तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर या उसके वर्जन से रिलेटेड जो बग्स थे उनको यहाँ देख सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट कैसे करा गया था ये भी देख सकते हैं और उससे सिक्योरिटी से रिलेटेड हम उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे हर उस वर्जन को जो हमें वहाँ रिपोर्ट में दिख रहा है। आइए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे प्रोटोकॉल 2.0 दिख रहा है ओपन SSH का। तो हम SSH लिख के सर्च करते हैं, हमें SSH से रिलेटेड क्या क्या मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे SSH से रिलेटेड काफी चीजें मिल रही है, तो इसको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। हम ओपन SSH लिखते हैं। नाउ यहाँ पे ओपन SSH से रिलेटेड हमें काफी सारे रिमोट एक्सेस जो है बेसिकली पेलोड्स दिख रहे हैं और काफी कुछ दिख रहा है। तो यही वो जगह है। अब यहाँ पे देखिए, आप बेसिकली जो वर्जन है वो सारे काफी लेटेस्ट है, यानी जो कमियां हैं वो काफी लेटेस्ट वर्जन में भी आ रखी है और हमारे पास जो वर्जन था वो वर्जन था 2.0, प्रोटोकॉल 2.0। यहाँ पे आप देखें तो आप करीब करीब इस पे सारे अटैक्स ट्राई कर सकते हैं। सो ये जो बेसिकली वल्नरेबिलिटी के राइट साइड आ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये क्या ये टेस्टेड है कि नहीं है, और जिन पे राइट है इसका मतलब ये टेस्टेड भी है और आगे इनके लेवल्स और इनकी और इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यूजर नेम एन्यूमरेशन हो सकता है, यूजर नेम एन्यूमरेशन की POC भी है। तो आइए ओपन करके देखते हैं कि अंदर की इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या बता सकती है। यहाँ से हम एक्सप्लॉइट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड मेटास्प्लॉइट के जरिए, हमारे MSF कंसोल मेटास्प्लॉइट के जरिए
हम यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन का सेशन है उसे कर सकते हैं, बट अभी हम उसे करेंगे नहीं। सो यहाँ पे ये कंप्लीट जो इसका पेलोड था उसकी प्रोग्रामिंग है। ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स, हमें बस इस एक्सप्लॉइट को डाउनलोड करके या फिर हम मेटास्प्लॉइट में इसी एक्सप्लॉइट को सर्च करके डायरेक्ट कनेक्ट करके इसके जो ऑप्शंस हैं उनको फिल करके इसको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो पहली वल्नरेबिलिटी हमें मिली कि जो वर्जन है ये पुराना है। ऐसे ही कुछ और वल्नरेबिलिटीज देखेंगे, यानी यहाँ पे जितने भी ये वर्जन आ रहे हैं हमें ये चेक करना है कि जितने भी वर्जन हैं इनमें से पुराने कौन कौन से हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 4.7 था तो अभी वर्नेबल ही है। एंड यहाँ पे हम और कोई भी देखें, अगर नेट बायोस भी देखें तो ये 3 से 4 तक का बेसिकली इसका वर्जन बता रहा है कि ये हो सकता है। एंड थोड़ा और अगर हम डाउन टू अब स्टार्ट करें, ओके ग्रेट, पोस्ट जीआरई एसक्यूएल का देखते हैं क्या वर्जन चल रहा है और क्या पुराने वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी थी कि नहीं थी। हम यहाँ पे लिखेंगे सर्च में, सो यहाँ पे पोस्ट जीआरई एसक्यूएल में भी आप देख सकते हैं कि जो वल्नरेबिलिटीज मिल रही है ये काफ़ी नए नए वर्जन में भी कमांड एग्जीक्यूशन मेटास्प्लॉइट के जरिए भी टेस्टेड हुआ है 9.3 में। हमारे पास कौन सा वर्जन है, हमारे यहाँ पे पोस्ट जीआरई एसक्यूएल का 9 से तो नीचे ही है, 8.3 से लेकर 8.3.7 तक का ये अंदाजा लगा रहा है कि इन्हीं के बीच में इसका जो वर्जन है। बट हमारे पास ये जो है ये वर्जन तो बहुत पुराना है और जो नए वर्जन है उसमें भी यानी 9 से नीचे के सभी वर्जन में कमांड एग्जीक्यूशन तक की वल्नरेबिलिटी है, और जो कि मेटास्प्लॉइट में हम इजीली उस एक्सप्लॉइट को यूज में लेके, इस पेलोड को यूज में लेके हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी एनमैप की जितने भी वर्जन है, अगर आप एक एक करके एक्सप्लॉइट डीबी में इसको डाल के देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे वल्नरेबिलिटीज, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स मिलेगी। साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप अपने टर्मिनल में भी इन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट के अलावा आप यहाँ पे न्यू टैब खोल लेंगे, यहाँ लिखेंगे sudo su रूट परमिशन, एंड यहाँ पे बेसिकली हम लिखेंगे सर्च एक्सप्लॉइट विदाउट स्पेस। सो सर्च एक्सप्लॉइट लिखने के बाद हमें बस यहाँ पे किसी भी आगे जो एक कीवर्ड है जो हम देखना चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई पेलोड या वल्नरेबिलिटी कोई हमें मिल सकती है तो वो हम इसके आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोस्ट जीआरई एसक्यूएल, हम एंटर प्रेस करेंगे और हम देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट जीआरई एसक्यूएल से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। और हम ऐसा ही मेटास्प्लॉइट में भी कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट में भी हमें बस सर्च और उसके आगे उस कीवर्ड का नाम लिखना है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी ऑक्सिलरीज, पेलोड्स, वायरसेस होंगे वो आपको वहाँ पे शो कर देगा और आप किसी को भी यूज में लेके एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम फ्यूचर में देखेंगे अगर यूट्यूब पॉलिसी ने हमें सपोर्ट किया तो, अभी हम इसे नहीं करेंगे। तो आप ऐसे करके सारे वर्जन चेक कर सकते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना भारी काम नहीं है। आप एक्सप्लॉइट करके उन कमी को सुधार भी सकते हैं, आप एक्जैक्टली उस कमी को देख के। फिलहाल इसका जो काउंटर मेजर है, जो इसको सुधारने का तरीका है वो यही है कि इन वर्जन्स को अपडेट रखा जाए। जितने भी ओपन पोर्ट्स, अगर कोई पोर्ट ओपन भी है तो उस पोर्ट पे जो रनिंग सर्विस है एटलीस्ट वो अपडेट हो, और जो सर्विसेज यूज में नहीं आ रही है वो सर्विसेज और पोर्ट्स जो है वो क्लोज रहे। तो ये हमारा बेसिकली काउंटर मेजर रहता है इन चीज़ों से सिक्योर रहने का, या फिर वो फिल्टर रहे, उसमें कोई ना कोई वैलिडेशन हो। तो नेक्स्ट स्टेप फ्रेंड्स हम देखेंगे कि हम एक जो साइट है या फिर एक जो भी आईपी है उसको ऑटोमेटिक कैसे स्कैन कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। तो उसमें हम ज़ैप प्रॉक्सी का यूज में लेंगे। ज़ैप प्रॉक्सी बेसिकली एक ऐसा टूल है जो कि OWASP यानी OWASP के जरिए बनाया गया है। ये टूल बेसिकली वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम सर्च में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ज़ैप एंड देन एंटर। सो यहाँ पे हम एक टेस्टिंग डोमेन, कोई भी एक डोमेन लेके उसको टेस्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे wsqtechnology.com। सो हम इस डोमेन की टेस्टिंग करेंगे बेसिकली हमारे ज़ैप प्रॉक्सी के अंदर। तो चलते हैं ज़ैप प्रॉक्सी पे, यहाँ पे आपको दिख गया होगा स्टार्ट हो रहा है ये। ज़ैप प्रॉक्सी फ्रेंड्स टॉप 10 जो रूल्स है OWASP के उनको फॉलो करता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो साइट की प्रॉपर स्पाइडरिंग करता है, देन उस पर स्कैनिंग करता है, और हर जो अटैक्स है जिनको हम अभी कॉन्फ़िगर करेंगे वो सारे अटैक्स ही बेसिकली उन पर ट्राई करता है। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर दूंगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम है इसे कॉन्फ़िगर करना। यहाँ अपडेट्स और मांग रहे हैं तो ओके अपडेट ऑल कर दीजिए एंड इसे क्लोज कर देते हैं हम। तो अब हमें करना है इसे कॉन्फ़िगर। तो हम सबसे पहले यहाँ जो प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा इस पर क्लिक करेंगे, एजेक्स को ऐड करेंगे एंड एक्टिव स्कैन को ऐड करेंगे। एक्टिव स्कैन को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा जो कि बेसिकली इसका पॉलिसी मैनेजर है जो कि इसकी पॉलिसीज चेंज कर सकता है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसकी पॉलिसीज आ रही है। हम डिफॉल्ट पॉलिसी में देखेंगे कि क्या पॉलिसी है इसकी डिफॉल्ट, उसको मॉडिफाई करेंगे। एंड जस्ट बिकॉज मैं परमिशंस के साथ ही उस डोमेन की टेस्टिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो है
जितने भी इसके लेवल्स हैं उनको हाई कर दूंगा, यानी अपनी प्रॉपर इसके पास जितने भी पेलोड है, जितने भी फॉर्मेट्स है, सारे फॉर्मेट्स को यूज में लेके ये स्कैनिंग को प्रोसेस करे। तो मैं इसको हाई और इंसेंड कर रहा हूँ। आप ऐसा मत करिएगा, अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप स्कैन नहीं कर सकते। अगर आपके पास परमिशन है और ध्यान रख के अगर आप स्कैन कर रहे हैं तो आप इसे इंसेंड करिएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो भी है सब डिफॉल्ट सेट हो गए और डिफॉल्ट वैल्यू जो है हाई और इंसेंड हमने सेट कर दी है यहाँ पे। ओके ओके ठीक है। सो बेसिकली ये बेसिक्स कुछ इंजेक्शंस और अटैक्स है जो ट्राई करेगा। हम इसमें मैन्युअली कुछ अटैक्स ऐड भी कर सकते हैं जो कि हम थोड़ा आगे करेंगे। हम इसे ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सो जो हमारी पॉलिसीज थी वो सेट हो चुकी है। अब हमें हमारे डोमेन का नाम देना है जो कि यहाँ पे ऑटोमेटिक स्कैन में देंगे। यहाँ पे हमारे डोमेन का नाम हमने दे दिया है। अब हमें बस अटैक पे क्लिक करना है। सो जैसे ही हम अटैक पे क्लिक करते हैं ये ज़ैप प्रॉक्सी क्या करेगा, ये इसको सबसे पहले इसकी जितनी भी यूआरएल्स हैं उनको कैच करेगा, यानी इसकी स्पाइडरिंग जो है वो अच्छे से करेगा। तो इसकी यूआरएल जितनी ज़्यादा ये फाइंड कर सकता है, जितने पैरामीटर्स, जितनी भी रिक्वेस्ट ये ले सकता है वो सारी सबसे पहले लेगा। उनको लेने के बाद ये डालेगा हमारे एजेक्स स्पाइडर के पास, एक्टिव स्कैन के पास। सो यहाँ पे एजेक्स स्पाइडर के पास इसने भेजी, एजेक्स स्पाइडर ने उन सारी रिक्वेस्ट पे काम करके उसे एक्टिव स्कैन के पास भेज दिए। काफ़ी फास्ट है ये। तो आप यहाँ पे इस ग्राफ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कितने अटैक्स जो है वो टेस्ट हो गए हैं या कितने टेस्ट हो रहे हैं और या कौन कौन से अटैक्स टेस्ट होंगे। तो ये बेसिकली जितनी भी यूआरएल्स मिली थी वो सारी यूआरएल्स पे सारे अटैक्स टेस्ट होने स्टार्ट हो गए, बिकॉज ये बहुत एक छोटी साइट थी तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस कर रहा है। हम बस इसका एक डेमो ले रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा, ज़ैप प्रॉक्सी जो है वो कैसे यूज होता है और ये कितने तरीके के अटैक्स को टेस्ट करता है एक डोमेन पे। तो हमें बस मैन्युअली थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करनी है एंड देन कोई भी हम यूआरएल देंगे तो उस पर अच्छी टेस्टिंग कर लेगा। साथ ही साथ हमारे पास नेसुस स्कैनिंग टूल भी है जो बेसिकली वेब एप्लीकेशंस को और वेबसाइट्स को काफी अच्छे से स्कैन करता है और उसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका आउटपुट कितना अच्छा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्टरी ब्राउजिंग के अंदर 3 अलर्ट्स मिले हैं। अलर्ट्स यानी कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होगी। अगर रेड आ रही है तो हाईएस्ट है, अगर ऑरेंज आ रही है तो उससे कम है, जैसे कि हम नीचे फ्लैग्स में देख सकते हैं। और अगर येलो आ रही है तो ये उससे भी कम है और अगर ब्लू आ रही है तो ये केवल एक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे फ्लैग्स के अंदर हमें जो भी इन्फॉर्मेशन रिलीज होगी, जो भी अलर्ट जनरेट होंगे वो सारे यहाँ फ्लैग्स में दिखेंगे जो कि हमें अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। एक बार हम इस स्टेप को कंप्लीट होने देते हैं ताकि हम अच्छे से जो प्रॉपर आउटपुट है उसे देख सकें। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा स्कैन था वो कंप्लीट हो गया है और ऑटोमेटिकली जो अलर्ट्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हो गए हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या वल्नरेबिलिटीज और अलर्ट जनरेट हुए। देख पा रहे हैं कि यहाँ डायरेक्टरी ब्राउजिंग की बेसिकली वल्नरेबिलिटी है, यानी जो हमने पहले भी देखा था इंडेक्सिंग के जरिए हम जितनी भी फाइल्स उन्हें एक्सेस कर पा रहे थे। सो इसको अगर अच्छे से देखना है वल्नरेबिलिटी क्या कह रही है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड करेंगे एंड कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड करने के बाद हमारे ब्राउजर पे जाएंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पे हम बेसिकली दे सकते हैं कि किस कमी की बात कर रहे हैं। ये वही डायरेक्टरी ब्राउजिंग की कमी है जो कि हमने इंडेक्स ऑफ के जरिए निकाली थी। अगर हम पेन डायरेक्टरी करते हैं तो यहाँ पे हम साइट पे आ जाएंगे और इसके आगे हम कोई भी डायरेक्टरी डालते हैं तो उसके अंदर की सारी इंडेक्सिंग देख सकते हैं, जो कि बेसिकली वल्नरेबिलिटी है और नहीं होनी चाहिए एक साइट के अंदर। इसका मतलब मैं साइट की फाइल्स को रन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी सारी फाइल्स को रीड कर सकता हूँ और अगर मेरे को पता है क्या क्या प्रोग्रामिंग हो रही है मैं सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी वल्नरेबल चीज़ है, ये साइट को काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। और देखते हैं हमारे पास क्या है, कुछ हेडर्स ऑप्शंस में वल्नरेबिलिटीज आई है, कुछ बेसिकली नॉर्मल वल्नरेबिलिटीज हैं। ओके, सो सोर्स फ्लाइज इंक्लूजन की भी वल्नरेबिलिटी आई है। सो ये फ्रेंड्स हमारा जो ज़ैप प्रॉक्सी था इसने काफी अच्छे से काम करा है। इसने जो भी उस डोमेन के अंदर वल्नरेबिलिटीज थी वो सारी टेस्ट करके हमें उसका आउटपुट प्रोड्यूस करा है। आप जो भी डोमेन डाले परमिशन के साथ ही डालिएगा। तो ये था हमारा ज़ैप प्रॉक्सी। आइए देखते हैं अब नेसुस कैसे काम करेगा। जो नेसुस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें नेसुस को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि ज़ैप प्रॉक्सी जो है वो बेसिकली काइनेटिक लिनक्स में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे नेसस एंड यहाँ पे हम जाएंगे डाउनलोड में। सो फिलहाल हम फ्री वर्जन जो है उसे डाउनलोड कर लेंगे एक बार। यहाँ पे हमसे रजिस्ट्रेशन करने को बोल रहा है तो हम रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। जो ईमेल है अगर आप अपनी नहीं देना चाहते हैं तो हम टेम्प मेल का यूज लेते हैं उस केस में, जो बेसिकली हमें एक टेम्परेरी मेल प्रोवाइड करा देता है। सो टेम्प मेल में बेसिकली हमें वो ईमेल मिल जाएगी जो हमें वहाँ हम डाल सकते हैं और यहाँ पे मेल भी आ जाएगा इनबॉक्स के अंदर, तो हमारी वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स है जो एनोनिमस रखने में हेल्प करते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। सो यहाँ पे मैं वो ईमेल भी डाल दूंगा, चेक करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेशन कोड भेज दिया है। ओके, मेरे को रिसीव हो गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास एक्टिवेशन कोड भी आ गया है और डाउनलोड का यूआरएल भी आ गया है। तो मैं डाउनलोड नाम पे क्लिक करूंगा ताकि नेसुस डाउनलोड स्टार्ट हो जाए। सो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है मैं उसे डाउनलोड कर दूंगा। यहाँ वर्जन सिलेक्ट करूंगा मैं किसके लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। सो बेसिकली हम डेबियन या काली लिनक्स का वर्जन सिलेक्ट कर रहे हैं।
ये 32 बिट है, हमें 64 बिट चाहिए। तो हम यहाँ पे 64 बिट फाइल को डाउनलोड करेंगे एंड सेव कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो डाउनलोड है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया है। तो हम हमारे टर्मिनल पे जाएंगे वापस और जाएंगे हम डाउनलोड्स फोल्डर में, बिकॉज सारी चीज़ें जो है हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में पड़ी होती है। जूम कर लेते हैं थोड़ा, एलएस करके देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेसूस की डेफ फाइल है ये आ गई है। और डेफ फाइल्स को इंस्टॉल करने के लिए हम कमांड लिखते हैं dpkg-i फॉर इंस्टॉलेशन एंड देन फाइल का नाम। सो यहाँ पे टैब दबा के बेसिकली हम फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड हम एंटर करेंगे तो फाइल की जो इंस्टॉलेशन है स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली इसने नेसूस जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें डायरेक्ट इसे रन करना है। रन करने के लिए यहाँ पे हमें बता दिया है, आप रन करने के लिए बस इस यूआरएल पे जा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल के साथ इस यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस यूआरएल पे। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं नेसूस स्टार्ट नहीं हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सर्विस नेसूस स्टार्ट या फिर नेसूस लिख के एंटर करना पड़ेगा। चलते हैं टर्मिनल पे वापस। सो फ्रेंड्स जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं हमें बस इस कमांड को रन करना है नेसूस सर्विस को स्टार्ट करने के लिए। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे एंड जो हमारी नेसूस सर्विस है वो स्टार्ट हो गई है। तो वापस हम हमारे पेज पे जाएंगे, वहाँ जाके हम उसको रीलोड करेंगे। और जैसे ही हम रीलोड करते हैं तो यहाँ पे हमें बेसिकली परमिशन मांग रहा है, तो हम इसे एक बार अलाउ कर देंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा नेसूस है वो स्टार्ट हो गया है। अब बेसिकली अपने डेटाबेस को अपडेट करने का जो काम है वो कंप्लीट काम करेगा, यानी हम नेसूस को वेब इंटरफेस के जरिए यूज कर सकते हैं, जो कि अभी इंस्टॉलेशन इसका हो रहा है। सारे प्लगइन्स जो है उसके इंस्टॉल होंगे और इंस्टॉलेशन थोड़ा टाइम लेगा, बट ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हम हमारी स्कैनिंग को प्रोसेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम नेसूस एसेंशियल पे क्लिक करेंगे, हमारी डिटेल्स डालेंगे, ईमेल एड्रेस जो कि टेम्प मेल से हमने ली थी, इसको स्किप कर देंगे। बेसिकली हम एक्टिवेशन कोड डाल देंगे डायरेक्ट। सो एक्टिवेशन कोड हमारे पास टेम्प मेल में पड़ा है। स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेशन कोड है इस कोड को हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट। ओके, इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे वापस पेस्ट कर देते हैं एंड देन कंटिन्यू। यूजर नेम, ये यूजर नेम और पासवर्ड हमने सेट कर लिया है एंड यहाँ पे जो हमारा सेटअप था वो कंप्लीट हो गया है। एंड अब अभी अपने प्लगइन्स को डाउनलोड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा नेसूस जो है वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। अब हमें यहाँ पे आईडी एंड पासवर्ड डालना है। वो आईडी पासवर्ड डालना है जो कि हमने इसको स्टार्टिंग में इंस्टॉल करते हुए डाला था। मैंने वहाँ पे डाला था TESTT टेस्ट एंड पासवर्ड डाला था एंड साइन अप कर देते हैं हम। सो यहाँ पे बेसिकली हम लॉगिन हो गए हैं। सो आपको भी ऐसे ही लॉगिन कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा प्रोसेस स्कैनिंग का। यहाँ पे अब हम IP मेंशन करके बेसिकली हमसे डायरेक्ट जो फर्स्ट टैब आ रहा है वहाँ पे हम स्कैन कर सकते हैं स्टार्ट। तो एक बार हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिकली कंप्लीट नेसूस का जो प्लेटफॉर्म है हमें यहाँ दिख रहा है। तो हम न्यू स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि हमें किस तरीके का स्कैन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइप्स के स्कैन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वेब एप्लीकेशन टेस्ट एंड ऑल टाइप्स ऑफ स्कैन यहाँ पे हैं सारे के सारे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं बेसिक नेटवर्क स्कैन करें या फिर वेब एप्लीकेशन स्कैन कर लेते हैं। तो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग करते हैं अपन एंड यहाँ पे वेब एप्लीकेशन में हम नाम बता देते हैं WS क्यूबटेक, डिस्क्रिप्शन रहने देंगे, फोल्डर माय स्कैन रख देते हैं। टारगेट का यहाँ पे जो बेसिकली हमें IP या डोमेन बताना है तो हम यहाँ पे डोमेन डाल देते हैं। डोमेन हम यहाँ से ले लेते हैं। सो यहाँ पे हमने जो है वो हमारा टारगेट बता दिया है एंड हम इसे सेव कर लेते हैं। अगर यहाँ पे हमें कुछ और सेटिंग्स चेंज करनी है तो हम यहाँ देख सकते हैं असेसमेंट डिस्कवरी इसके अंदर। अगर कोई भी हमें सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करनी है, स्कैन टाइप डालना है, सो हम यहाँ पे फिलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दे रहे हैं। क्रेडेंशियल्स अगर हमें ऐड करने हैं, कोई लॉगिन पेजेस हैं उनके लिए तो हम वो भी यहाँ से कर सकते हैं। प्लगइन्स कुछ ऐड करना है वो भी कर सकते हैं। हम इसको सेव कर देते हैं। सो यहाँ पे ये जो स्कैन है ये यहाँ पे सेव हो गया। अब हमें बस यहाँ पे इस प्ले बटन से इसको लॉन्च करना है। अगर हम चाहे तो अभी लॉन्च कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके भी लॉन्च कर सकते हैं। हम इसे अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारी स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो गई है। ओके, let's have a check started or not। ओके, सो यहाँ पे एरर जनरेट हो रही है इनवैलिड टारगेट की। तो देखते हैं केवल डोमेन डालने से काम होगा, तो हम केवल डोमेन डालेंगे। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर पे गए, यहाँ पे देख लेते हैं हमने केवल डोमेन ऐड कर दिया है। सेव एंड देन हम बैक टू स्कैन रिपोर्ट। ओके, सो ओके, वन मोर स्टेप बैक, स्कैन्स
एंड यहाँ पे हम वापस लॉन्च करते हैं, इस पर क्लिक कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा स्कैन है वो स्टार्ट हो गया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा स्कैन था वो कंप्लीट हो गया है। बेसिकली मैंने उसे कुछ टाइम बाद कैंसिल कर दिया है, तो उसने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी, जो भी उसने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में डिटेल्स निकाली थी बाय डिफॉल्ट, वो हमें शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ देख सकते हैं होस्ट वल्नरेबिलिटीज दिखा रहा है हमें। तो हम वल्नरेबिलिटीज के अंदर जाएंगे, वल्नरेबिलिटीज के अंदर देख सकते हैं कि इसने क्या क्या यहाँ पे स्कैन किया। बाय डिफॉल्ट हमने इसे नॉर्मल होस्ट स्कैन रन करा था। सो यहाँ पे होस्ट स्कैन में अगर हम देखें तो नेसुस सिम स्कैनर जो है इसने पोर्ट स्कैनिंग करी है, एंड यहाँ पे हमें जो काफ़ी सारी जो पोर्ट्स है वो फाइंड आउट करी है। हम इसे कॉन्फ़िगर करके जो चाहे कर सकते हैं। बेसिकली वेब एप्लीकेशन स्कैनिंग कर सकते हैं, हम होस्ट स्कैन कर सकते हैं, होस्ट में भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं हमें टीसीपी या कौन सा स्कैन करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अभी कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी सारी पोस्ट जो है उनको स्कैन करके बताया है कि उनका स्टेटस ओपन है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली चेंज कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपको होस्ट यानी नेटवर्क स्कैनिंग से रिलेटेड चीज़ें चेंज करनी है तो आप ये डिस्कवर में चेंजेस कर सकते हैं, लाइक पोर्ट स्कैन कैसा करना है, ऑल पोर्ट, या फिर एक कस्टम स्कैन रन कर सकते हैं जिसमें आप खुद मेंशन करेंगे। यहाँ पे पैकेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डिस्कवर के बाद है असेसमेंट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैसा स्कैन रन करना है। हम चाहे तो एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स स्कैन रन कर सकते हैं जिसमें हर वल्नरेबिलिटी जो एक सिस्टम में नॉर्मली पाई जाती है वो सारी वल्नरेबिलिटीज टेस्ट होगी। कुछ ऐसी भी टेस्ट होगी जो कम सिस्टम में पाई जाती है अगर हम इसे कॉम्प्लेक्स करते हैं, या कस्टमाइज करके हम अपने हिसाब से अगर कोई स्कैन सेट करते हैं तो वो भी स्कैन सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे रिपोर्ट जो शो करने के तरीके हैं और वो सारी जो ऑप्शंस है वो हमें यहाँ पे दिखा रहा है। एडवांस में बेसिकली स्कैन कैसे करना है उससे रिलेटेड कुछ ऑप्शंस है। सो इसको हम बेसिकली यहाँ पे जो भी चेंजेस करते हैं सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे ही हम स्कैन को रन करेंगे हम, तो वो उसी हिसाब से अपने स्कैन का रिजल्ट ला के देगा हमें। तो जस्ट बिकॉज हमने जो पहले स्कैन करा था वो नॉर्मल एक होस्ट स्कैन था, तो यहाँ पे हमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल गई है। यहाँ कैंसिल में जाएंगे अगर हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये कैप्चर हुई है। डीएनएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कैप्चर हुई है, जो पोर्ट्स हैं डीएनएस की। सो फ्रेंड्स, ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो हमने नेसुस के जरिए गैदर करी है, ऐसे ही नेसुस के जरिए हम काफी अच्छी टेस्टिंग कर सकते हैं। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहां पे हम देखेंगे व्हाट इज सिस्टम हैकिंग, सिस्टम हैकिंग क्या होता है। तो आइए आज हम देखते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं हम। आज हम टोटल 2 चीजें सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज सिस्टम हैकिंग एंड सिस्टम हैकिंग मेथोडोलॉजी, यानी सिस्टम हैकिंग काम कैसे करती है और सिस्टम हैकिंग क्या होती है। तो पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है व्हाट इज सिस्टम हैकिंग, सिस्टम हैकिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, सिस्टम हैकिंग को समझने के लिए हम एक बार इन पॉइंट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं और उसके साथ साथ हम सिस्टम हैकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ पॉइंट्स है, लाइक कॉम्प्रोमाइज ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करना, सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर, एंड गेनिंग एक्सेस, यानी सिस्टम हैकिंग क्या है। सिस्टम हैकिंग फ्रेंड्स किसी भी एक सिस्टम को, वो एक लैपटॉप हो या एक कंप्यूटर हो, उस सिस्टम की एक्सेस ले लेना, उस सिस्टम में जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी उस इन्फॉर्मेशन का यूज लेके उस सिस्टम की जो कंप्लीट एक्सेस होती है यानी एक्सप्लॉयटेशन जिसे कहते हैं वो ले लेना, और उस एक्सप्लॉयटेशन के जरिए उसकी जो एक्सेस है हमेशा के लिए बढ़ा के रखना। यानी मान लीजिए आपने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया, अगर आपने हैक कर लिया है तो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को हटा देना और मेरे से हमेशा के लिए जुड़े रहना। यानी एक बार अगर मैं आपकी एप्लीकेशन या किसी फाइल को हटा भी दूं तो भी आप मेरे सिस्टम से लाइफ टाइम जुड़े रहे। तो ये बेसिकली सिस्टम हैकिंग का प्रोसेस होता है, यानी इकट्ठा करी हुई इन्फॉर्मेशन से किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर देना और सिस्टम के अंदर लाइफ टाइम एक्सेस बना के रखना और अपने सारे रिकॉर्ड्स जो आपके लॉग्स हैं उनको वहां से रिमूव कर देना। ये प्रॉपर एक सिस्टम हैकिंग होता है फ्रेंड्स। सिस्टम हैकिंग है बेसिकली हम ली हुई इन्फॉर्मेशन को यूज लेके उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिस्टम हैकिंग मेथोडोलॉजी, यानी सिस्टम हैकिंग है क्या और ये काम कैसे कर रही है, क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है, ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ये सारे स्टेप्स जो थे फ्रेंड्स, जो फुटप्रिंटिंग था जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करी, फिर हमने नेटवर्क स्कैनिंग करी, ओपन पोस्ट देखी, फिर हमने ओपन पोस्ट के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स के जरिए एन्यूमरेशन करा एंड देन वल्नरेबिलिटी एनालिसिस भी करा। ये सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद हमें पता पड़ गया कि सिस्टम में कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं। जैसे ही हमें ये चीजें पता पड़ी देन सिस्टम हैकिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सबसे पहले उन इन्फॉर्मेशन का यूज लेकर उस पासवर्ड को क्रैक करा, बिकॉज हमने उस यूजर के बारे में काफी कुछ जान लिया था। हमने एन्यूमरेशन के जरिए उसके सिस्टम से काफी इन्फॉर्मेशन ले ली थी, हो सकता है हमने उसकी पासवर्ड फाइल भी ले ली हो। तो हमने वहां क्या किया, हमने उस पासवर्ड को क्रैक किया। तो पहला हमारा काम रहता है कि हम उसके पासवर्ड्स को क्रैक करें, जो भी उसके प्रिविलेजेस थे, जो भी पासवर्ड उसके कंप्यूटर में स्टोर थे उन सबको क्रैक करें। देन एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस क्या होता है, यानी अगर एक बंदे के पास, अगर एक पर्सन के पास कोई अथॉरिटी है तो वो अथॉरिटी किसी और को दे देना, उसको हम कहते हैं एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, जैसा कि हम हमारे कंप्यूटर में करते हैं।
अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है तो आप सब कुछ एग्जीक्यूट, सब कुछ रन कर सकते हैं, बट एक गेस्ट यूजर ये सारे काम नहीं कर सकता। तो अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन हमें गेस्ट यूजर को दे दें तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस, यानी प्रिविलेज को एक जगह से दूसरी जगह एस्केलेट कर देना। तो ये फ्रेंड्स एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस हम कर रहे हैं, यानी जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर था पहले से, हम भले एक एज ए गेस्ट यूजर सिस्टम में कॉम्प्रोमाइज करके घुसे हो, हम उसकी अथॉरिटी, उसके सारे राइट्स हम ले लेंगे, यानी हम कोई भी फाइल रन कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता था। एस्केलेटिंग प्रिविलेजेस करने के बाद फ्रेंड्स, क्योंकि अब हमारे पास सारे राइट्स हैं, तो हम एक एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करेंगे, हम हमारे पेलोड को, वायरस को, जो भी हम चाहते हैं उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि जो एक्सेस जनरेट हुई है, ताकि जो हम दोनों के सिस्टम के बीच में कनेक्शन बना है वो लाइफ टाइम बना रहे। इस लाइफ टाइम कनेक्शन को बनाने के लिए हम अपनी एप्लीकेशन उसके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम वो करेंगे और उसके बाद हम करेंगे उसको छुपाएंगे। यानी अगर मैंने आपके सिस्टम में अपनी फाइल स्टोर कर ली है तो आप क्या करेंगे? आप उस फाइल को ढूंढ के रिमूव करेंगे। तो मेरा काम है कि आप उस फाइल को मूव ना कर पाओ। तो या तो मैं आपको परमिशंस नहीं दूंगा, यानी मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन बनने नहीं दूंगा, बट अगर आप फॉर्मेट कर देते हैं या कुछ और ऐसी चीज करते हैं तो मैं क्या ध्यान रखूंगा कि जो मेरी फाइल है वो कहीं ना कहीं हिडन रहे, किसी ऐसी डायरेक्टरी में हिडन रहे जहां से आप उसे फॉर्मेट ना करें। बिकॉज अगर आप कंप्यूटर फॉर्मेट करेंगे तो आप सी ड्राइव हटाएंगे, अगर मैंने किसी और ड्राइव में उस फाइल को रख दिया तो ऐसे ही काफी सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हम हमारी जो एप्लीकेशन थी उसको हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद फ्रेंड्स, जो लास्ट टॉपिक बचता है सिस्टम हैकिंग के प्रोस्पेक्टिव से, वो ये है कि कवरिंग ट्रैक्स। यानी आप एक सिस्टम में घुसे, आपने एक्सक्लेटिंग प्रिविलेजेस करी, आपने एक फाइल को इंस्टॉल करा एंड उसको हाइड भी करा, ये जितने भी स्टेप्स थे ये सारे लॉग्स फाइल में रिकॉर्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम बेसिकली लॉग्स को क्लियर करेंगे। मतलब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि अगर आप मेरे सिस्टम में आए और मैं आपकी सारी चीजें देख पा रहा हूँ कि आपने क्या क्या काम किया, आपने क्या क्या इंस्टॉल किया है, तो आपने क्या ही सिस्टम हैक किया है, मैं एक बार में उन सारी फाइल्स को मूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है आपने पहला स्टेप ये किया, दूसरा स्टेप ये किया, मैं उन सारे स्टेप्स को रिवर्स भी तो कर सकता हूँ फ्रेंड। सो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो अपने ट्रैक्स को हटाना, यानी आपके जो फुटप्रिंट्स है, आपने कहाँ 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 कदम रखा है, वो सारी चीजों को हटाना। ये कुछ क्राइम केस जैसा है, बट हाँ, हमें सारे ट्रैक्स भी हटाने होते हैं। भले ही हम एक बैड हैट हैकर से किसी को बचा रहे हो, परमिशन की बात करो, बट ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि एक बैड हैट हैकर भी कैसे काम करता है। अगर वो ये सारे काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे इन चीजों से हम बच सकते, जो कि मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियोस में, और प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है, बट यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम इसे करेंगे। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि हम कैसे किसी सिस्टम में, लाइनेक्स हो चाहे विंडोज हो, उसकी प्रिविलेज एस्केलेट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम प्रिविलेज एस्केलेशन का वीडियो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी काली लाइनेक्स यानी लाइनेक्स मशीन की प्रिविलेज एस्केलेशन से, यानी लाइनेक्स मशीन में प्रिविलेजेस चेंज करने, एडमिनिस्ट्रेशन प्रिविलेजेस खुद ले लेने। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, हम हमारे वर्चुअल बॉक्स में काली मशीन जो भी हमारी है उसे ऑन कर देंगे। एंड यहाँ पे अभी जो प्रोसीजर है इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, मेरे साथ में फॉलो करिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम काली मशीन को स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, अपना टैप कर देंगे और यहाँ पे ई दबाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिटेबल जो विंडो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। यहाँ चेंजेस हमें क्या करने हैं, हम थोड़ा डाउन आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम ये लाइन ढूंढेंगे इको के जस्ट बाद लाइनेक्स बूट, और जहाँ पे लाइनेक्स बूट की लोकेशन दे रखी है। सो आप ये लाइन देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें फ्रेंड्स करना क्या है, बेसिकली हमें सबसे पहले यहाँ पे RO की जगह RW लिखना है, ओके। एंड RW के बाद हमें जो क्विट लिखा था उसे डिलीट करना है, स्प्लैश भी हटा देंगे हम। सो हम यहाँ पे बस RW लिखे रखेंगे, एंड उसके बाद में RW के जस्ट बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे, RW के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे init equals to bin/bash। सो आप देख सकते हैं बेसिकली हमने RW के बाद यहाँ पे init equals to bin/bash लिखा है, एंड बस हम यहाँ पे इतना सही लिख के इसको सेव कर देंगे। हम Ctrl+X लिखेंगे ताकि ये सेव हो जाए और रन हो जाए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो काली मशीन है ये स्टार्ट हो रही है, बट यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट होने वाला है। हमारे सामने यहाँ पे जो हमारा लॉगिन पेज था, जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन ID पासवर्ड डाल देते, वो ना आके डायरेक्ट हमारे सामने हमारा जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से हम सारे चेंजेस कर सकते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट की प्रिविलेजेस ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं एलएस टाइप करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं प्रॉपर फाइल सिस्टम जो एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैं रूट यूजर हूँ। आप दोनों चीजें देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो प्रिविलेजेस थी वो एस्केलेट हो चुकी है। मैं विदाउट ID पासवर्ड जो है एज ए एडमिन यहाँ पे लॉगिन हो गया हूँ, और अब मैं जो चाहूँ क्रिएट कर सकता हूँ। मैं एक और अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ जिसको एडमिन प्रिविलेजेस दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ।
बिकॉज मैं यहाँ पे रूट, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैशटैग आ रहा है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने काली लाइनेक्स की जो प्रिविलेज एस्केलेशन है उसको परफॉर्म किया, यानी काली लाइनेक्स के जो प्रिविलेजेस है जिसको आईडी पासवर्ड के बिना मैं प्रिविलेज एक्सेलेट नहीं कर पाता था, यानी काली लाइनेक्स का जो एडमिन है उसकी अथॉरिटी में नहीं ले सकता था, यानी रूट यूजर की अथॉरिटी में नहीं ले सकता था, बट हमने यहाँ पे ली है। और ये बहुत ही ईजी प्रोसेस में हमने एक लाइनेक्स की, हम किसी भी लाइनेक्स सिस्टम में यही कर सकते हैं। हमें बेसिकली आरओ की जगह RW को लिखना था एंड बाद में जो init bin bash जो हमारी टर्मिनल की डायरेक्टरी है वो वहाँ पे देनी थी। तो हम यहाँ पे एज एन रूट हमारी टर्मिनल जो है वो ओपन हो गई है, यानी हमें कमांड लाइन मिल गई है एंड यहाँ से हम जो चाहे कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ रूट यूजर में जाना तो मैं रूट यूजर में जाके वहाँ की भी फाइल्स देख सकता हूँ। सो आप देख सकते हैं हमारे पास कंप्लीट एक्सेस है, हम सारे यूजर्स किसी भी चीज़ के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन ले ली लाइनेक्स में। अब हम विंडोज़ के लिए और क्या कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ प्रोसेस हम विंडोज़ में भी फॉलो कर सकते हैं, मगर मैं आपको एक अच्छी और ट्रिक बताऊंगा, एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा कि हम विंडोज़ में किसी की भी फाइल सिस्टम कंप्लीट एक्सेस यूं भी कर सकते हैं केवल एक नॉर्मल पेन ड्राइव के जरिए। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ मैं इसे क्लोज कर दूंगा फ्रेंड्स, ये जैसे ही रिबूट होगा ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ अगर आपकी सेटिंग्स चेंज हुई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड हम जो है बेसिकली अब हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी प्रिविलेजेस जो है उसको एक्सेलरेट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको 2 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं, एक iOS फाइल है और एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का नाम है RUFUS, ये बेसिकली बूटेबल पेन ड्राइव्स बनाता है। सो यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा रिफ्यूज था ये डाउनलोड हो चुका है। हम इसे स्टार्ट करेंगे, डबल क्लिक करते ही स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन के साथ। एंड अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एक पेन ड्राइव लेनी है, वो यहाँ पे प्लग करनी है। एंड उस पेन ड्राइव को प्लग करने से पहले यहाँ पे हम एक iOS फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। हम वो फाइल सेलेक्ट करेंगे जिसको हम बूट करना चाहते हैं, यानी मैं पेन ड्राइव को जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से बूट करना चाहते हैं वो। तो हम लाइनक्स का कोई भी वर्जन यूज ले सकते हैं, उबंटू, रेड हैट, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे उबंटू ले लेते हैं। ओके, सो हमने बेसिकली यहाँ पे उबंटू ले लिया, या फिर तो हम यहाँ पे टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले लेते हैं। इसी बहाने मैं आपको एक काफी अच्छी चीज भी बता दूंगा। टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल लाइव ही चलता है और ये एनोनिमस रहने के लिए ही बनाया गया है। इसके बारे में हम कुछ और बातें भी देख लेंगे, तो ये अच्छा है, हम इसको बेसिकली बूट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टेल था ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब हमें एक पेन ड्राइव प्लग करनी है ताकि हम उस पेन ड्राइव को बूट कर सके। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने हमारी पेन ड्राइव प्लग कर दी है। अब हम इस पेन ड्राइव को बेसिकली बूट स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले फॉर्मेट हो गया एंड देन बूट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम किसी सेटिंग्स में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसे स्टार्ट कर देंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारी पेन ड्राइव है इसकी जो इरेजिंग है, पार्टीशन, डिलीशन, वो सब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारी पेन ड्राइव है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली इसकी फॉर्मेटिंग चालू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसकी फाइल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है। जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो हमारी जो पेन ड्राइव है वो बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमें बस उसको एक सिस्टम में लगाना है एंड हम F10 या F9 के जरिए जैसे ही बूट करेंगे तो हमारी जो टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट जैसे ही हमारी पेन ड्राइव जो है वो उसका बूटेबल जो है बूट होने का प्रोसेस सक्सेस हो जाएगा तो हम हमारे सिस्टम में पेन ड्राइव लगाएंगे एंड इसको रिस्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स हम बाय डिफॉल्ट देख लेते हैं एक बार कि जब हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं तो हमारा विंडोज़ आता है, वहाँ पे हमसे लॉगिन मांगता है। अगर हम आईडी पासवर्ड डालेंगे तो हम लॉगिन कर पाते हैं, अदरवाइज हमारी फाइल जो है विंडोज़ के हम एक्सेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम प्रेस करेंगे F9 ताकि जो हमारी बूटेबल पेन ड्राइव है वो यहाँ पे शो हो जाए। और F9 से जो बूट मेन्यू ओपन हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बूट मेन्यू जो ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम हमारी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे जो कि फर्स्ट नंबर पे थी। HP की जो पेन ड्राइव है हमारी वो यहाँ पे दिखा रहा है UEFI की जो है बूटेबल। तो हम इस पर एंटर करेंगे एंड जो हमारे टेल्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेल्स स्टार्ट हो गया। हम एक और बार एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेल्स है उसकी बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बट हम यहाँ से विंडोज़ की सारी फाइल एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारा टेल्स स्टार्ट हो रहा है। कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हमें करनी पड़ेगी तो वो हम पहले कर लेते हैं। टेल्स फ्रेंड्स बेसिकली टॉर ब्राउज़र के द्वारा बनाया गया एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्लीट ऑनोनमस रहने के लिए बनाया गया है। यानी ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंप्लीट सॉकेट्स लगे हुए हैं टॉर ब्राउज़र के, और ये आपकी प्रॉक्सीज इतनी फास्ट चेंज करता है कि इसको कैच करना बहुत मुश्किल है। ये प्योरली सिक्योर रहने के लिए इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टेल स्टार्ट हुआ है और हमारे सामने एक पैनल आया है। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। ये जो ऐड का बटन दिख रहा है आपको प्लस का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड जो है वो सेट करना है। यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे पासवर्ड रख देता हूँ
एंड ओके, नम लॉक ऑन करेंगे हम। मैं 1 2 3 4 5 6 रख देता हूँ, कंफर्म पासवर्ड लगाऊंगा एंड देन हम इसे एंटर करके कंफर्म कर देते हैं। सो यहाँ पे जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है वो सेट हो चुका है। अब हमें बस इसे स्टार्ट करना है। अगर आप आगे के जो सेटिंग्स थी 2 और थी मैक और वो चेंज सेट करना, तो आप चाहें तो कर सकते हैं मैक स्पूफिंग एंड नेटवर्क कनेक्शन, बट फिलहाल मैं बस स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो हमारा टेल्स था आप देख सकते हैं कि स्टार्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा टेल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम बेसिकली ये देखना चाहेंगे क्या हम विंडोज़ की फाइल एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। हम एप्लीकेशंस में जाएंगे एंड हम यहाँ से ही बेसिकली इस फाइल मैनेजर पर क्लिक कर देंगे। अदर लोकेशंस पे जाएंगे हम, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी ड्राइव्स है मेरे सिस्टम की वो सारी ड्राइव्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और इन ड्राइव्स में से किसी भी एक ड्राइव में मेरा सी ड्राइव इंस्टॉल था, यानी मैं बाकी ड्राइव्स में से जो भी डेटा था वो तो ले ही सकता हूँ, बस सी ड्राइव के डेटा को भी कंप्लीट एक्सेस कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं हम ये कैसे करेंगे। हम वॉल्यूम 1 पे क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है, वही पासवर्ड मांग रहा है जो हमने अभी रखा था। सो आप देख सकते हैं हम बेसिकली टेल्स के जरिए जो हमारी विंडोज़ की फाइल डायरेक्टरीज थी उनमें एक्सेस कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे यूज़र में जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो मैं यूज़र बना हुआ था और मेरी कंप्लीट फाइल्स भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड्स की हो या कोई भी हो। डेस्कटॉप जो हमारा था वो देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे क्या क्या फाइल्स थी, फोल्डर्स थे। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूँ स्टेनोग्राफी पे। उससे पहले उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे जो वीडियोस हैं वो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज अभी के अभी जो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है उससे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हम देखने वाले स्टेनोग्राफी क्या है, व्हाट इज स्टेनोग्राफी एंड उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, स्टेनोग्राफी हम कितने तरीके से कर सकते हैं। स्टेनोग्राफी फ्रेंड्स बेसिकली अगर हम इसको इजी वे में समझे तो कुछ भी नहीं है, हम हमारी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है या जो मैसेज है उसको किसी भी फाइल या फॉर्मेट के पीछे सेव कर रहे हैं हिडन फॉर्मेट में, यानी हम उसे छुपा के रख रहे हैं। जिसका मतलब है कि उसे कुछ सिलेक्टेड लोग ही देख सकते हैं, केवल वही देख सकते हैं जो उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर पाए या उस मैसेज को रीड करने का प्रोसेस उन्हें पता हो। तो ये होता है फ्रेंड्स स्टेनोग्राफी। और स्टेनोग्राफी के काफी सारे टाइप्स है, यानी हम हमारे जो डेटा को है वो अलग अलग तरीके से किसी भी फाइल के पीछे छुपा सकते हैं। तो कितने टाइप्स है और कैसे छुपा सकते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टेनोग्राफी। तो टाइप्स ऑफ स्टेनोग्राफी आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज स्टेनोग्राफी है, यानी जो हमारी डेटा, जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा मैसेज है वो एक इमेज के पीछे हाइड हो रहा है। उसके बाद किसी डॉक्यूमेंट के पीछे, जो वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, किसी भी फॉर्मेट का कोई डॉक्यूमेंट हो, उस डॉक्यूमेंट के पीछे हम हमारे जो टेक्स्ट है, जो मैसेज है उसको छुपा सकते हैं। फोल्डर स्टेनोग्राफी यानी फोल्डर्स के अंदर हम जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसे छुपा रहे हैं, यानी हम हमारी फाइल को हाइड कर रहे हैं। वीडियो स्टेनोग्राफी यानी एक वीडियो चल रही है बट उसके बैकग्राउंड में जो हमारा मैसेज है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमने इनक्रिप्ट कर रखी है। सो वो वही डिक्रिप्ट कर सकता है जिससे पता है कि इस इमेज में जो मैसेज है उसको कैसे डिक्रिप्ट करा जाए, प्रोसेस क्या है, इंक्रिप्शन मेथड क्या है। उसके बाद आता है ऑडियो स्टेनोग्राफी। ये प्रोसेस भी सेम है फ्रेंड्स। ऑडियो के पीछे जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो मैसेज है उसको हम छुपाते हैं। वॉइस स्पेस स्टेनोग्राफी, वेब स्टेनोग्राफी, ईमेल स्टेनोग्राफी, डीवीडी रूम स्टेनोग्राफी, नेचुरल टेक्स्ट स्टेनोग्राफी, हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेनोग्राफी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे भी हमारी स्टेनोग्राफी का प्रोसेस होता है। एंड सोर्स कोड स्टेनोग्राफी। सोर्स कोड स्टेनोग्राफी से तो आप काफी लोग वाकिफ होंगे। हम जो वेबसाइट चलाते हैं उसके सोर्स कोड के अंदर काफी सारी चीजें वैसे भी हिडन होती है, यानी अगर इसको हम अलग तरीके से समझे थोड़ा तो सोर्स कोड में आप देख सकते हैं हिडन टैग्स होते हैं, डिसेबल बटन्स होते हैं। तो ये जो भी हिडन टैग्स और हिडन टैब्स जो होते हैं बेसिकली इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम बेसिकली यूआई इंटरफेस में नहीं देख सकते। तो ये एक स्टेनोग्राफी का पार्ट ही है। जो सोर्स कोड है उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है जो हर कोई नहीं देख सकता, तो ये स्टेनोग्राफी है। तो फ्रेंड्स ये थे टाइप्स ऑफ स्टेनोग्राफी। आइए अब हम कुछ स्टेनोग्राफी स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इमेज स्टेनोग्राफी या ऑडियो स्टेनोग्राफी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इमेज स्टेनोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एक टूल डाउनलोड करेंगे जो कि है बेसिकली ओपन स्टेगो। तो हम यहाँ लिखेंगे ओपन स्टेगो एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आप जो सोर्स नेट की जो यूआरएल है, सेकंड यूआरएल, वहाँ पे आप चले जाएंगे एंड डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा जो बेसिकली डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई है। मैं ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड कर चुका था, बट ओके यहाँ पे अगर फिर से डाउनलोड हो रही है तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपसे एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन मांगेगा, आप यस कर देंगे, देन आई एग्री करना है। जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन है वो एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये प्रोग्राम फाइल्स 86 बिट यानी 32 बिट से फोल्डर में स्टोर है। एंड हम यहाँ पे देखो जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे
इसे रन करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कोई आइकन शो नहीं होगा, आपको बेसिकली उसी डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा जहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ है। तो आइए चलते हैं हमारे सी ड्राइव में एंड यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 यानी 32 बिट जो है, यहाँ पे हम देखेंगे ओपन स्टैको का फोल्डर है, हम इसके अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे LIB में जो लाइब्रेरीज है वहां जाएंगे। यहाँ पे आपको जो जार फाइल मिल रही है, आपके पास जावा वर्चुअल मशीन डाउनलोडेड होनी चाहिए, जो जार फाइल मिल रही है उसको आप पे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल रन हो जाएगी एंड यहाँ पे अब हमें जो डिटेल्स है वो फिल करनी है। तो आइए डिटेल्स फिल कर देते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने एक इमेज रखी है, एक टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट है जो हमारा मैसेज है बेसिकली। तो हम यहाँ पे मैसेज फाइल के अंदर इस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे हम एंड यहाँ पे हमने हमारी फाइल जो है उसे सिलेक्ट कर लिया है। तो फाइल हमने यहाँ सिलेक्ट कर ली है एंड देन जिस फाइल में कन्वर्ट करना, जिस फाइल में ऐड करना है उस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारी इमेज फाइल है। तो इसे भी हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब हमारी इमेज फाइल सिलेक्ट हो गई है, हमारी मैसेज फाइल सिलेक्ट हो गई है, हमें आउटपुट कैसा चाहिए वो भी हमें यही बताना है। आउटपुट स्टैको फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे लोकेशन देंगे, लोकेशन हम दे देंगे, नाम हम बेसिकली दे देंगे इसका टेस्ट एंड देन .png। ओके, सो PNG सिलेक्टेड है, हम ओके कर देंगे एंड यहाँ हमसे पासवर्ड सिलेक्ट करने को बोल रहे हैं, यानी हमें बोल रहे हैं कि आप इस फाइल का पासवर्ड रखिए ताकि ये सिक्योर हो। तो पासवर्ड हम यहाँ पे रख देते हैं एंड यहाँ पे डिजिटल वाटरमार्क का भी ऑप्शन है फिलहाल, बट अभी हम यहाँ पे हाइड कर रहे हैं। तो ओके, हाइड डेटा पे हम क्लिक करेंगे एंड जैसे ही हम हाइड डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कंफर्म मैसेज आ गया और यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो गई है। आप इस इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नॉर्मल इमेज है जैसी पहले थी, एग्जैक्ट वही इमेज है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है किसी भी चीज का। तो ठीक है, इमेज तो बिल्कुल सेम है। अब ये इमेज मैं कहीं भी शेयर करूंगा तो ये सबके लिए नॉर्मल होगी, बट अगर किसी को इससे कोई मैसेज एक्सट्रैक्ट करना है तो वो इसी सेम टूल से ओपन स्टैको के जरिए एक्सट्रैक्ट डेटा पे जाएगा एंड वहां पे जो इनपुट फाइल है उसे सिलेक्ट करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा, फोल्डर सिलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर पे ही हम जो है इसका आउटपुट चाहते हैं एंड यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट डेटा करेंगे। ओके, सो जो हमारा बेसिकली डेटा है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो देखते हैं इस डेटा में बेसिकली क्या था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सरप्राइज लिखा था जिसमें करेक्शन की नीडेड है, तो कोई बात नहीं, हम इसे क्लोज कर देते हैं एंड यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ऐसे ही इमेज स्टेनोग्राफी काम करती है और ऐसे ही काफी स्टेनोग्राफी टूल्स है जो वीडियो स्टेनोग्राफी, ऑडियो स्टेनोग्राफी में आपकी हेल्प करेंगे। तो हर तरीके के ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, काफी सारे टूल्स स्टेनोग्राफी के लिए अवेलेबल है। हमने उनमें से एक ओपन स्टैको यूज में लिया था, आप कोई भी टूल यूज ले सकते हैं। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम कवरिंग ट्रैक्स देखेंगे, यानी हमारे जो भी लॉग्स रिकॉर्ड हुए हैं, जहाँ भी हमारे फुटप्रिंट्स लगे हैं, उन सबको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो फ्रेंड्स, बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि हम विंडोज में जो हमारे लॉग्स रिकॉर्ड होंगे या फिर जो भी ट्रैक्स रिकॉर्ड होंगे, यानी जो हमारे फुटप्रिंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं विंडोज मशीन में, उन सबको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी, हमने जो सिस्टम में एक्सेस लिया था, तो ये जितने भी लॉग्स रिकॉर्ड हुए हैं सबको क्लियर कैसे कर सकते हैं। 3 तरीके के लॉग्स रिकॉर्ड होंगे बेसिकली, एक होगा एप्लीकेशन रिकॉर्ड, दूसरा सिक्योरिटी लॉग्स एंड देन सिस्टम लॉग्स। तो हम इन तीनों को क्लियर करेंगे। उसको क्लियर करने के लिए बेसिकली 2 ऑप्शन है, या तो मैं मैनुअल प्रोसेस फॉलो करूं या फिर मैं एक EXE डाउनलोड कर लूं जो ऑटोमेटिकली सारे लॉग्स को क्लियर कर देगी। तो ये बहुत ही ईजी है। हम यहाँ पे जो क्लियर लॉग्स का आ रहा है हमारे सामने, clearlogs.exe, हम यहाँ जाएंगे, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। हम इसकी लोकेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पे इसे हम ओपन करेंगे एंड ओपन करके ये जो फाइल है इसे रन कर देंगे। सो ये बेसिकली इंस्टॉल नहीं होगी, डायरेक्ट रन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर ऑल सिस्टम लॉग्स आ रहा है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे जो सिस्टम में जितने भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी लॉग्स रिकॉर्ड हुए हैं उन सबको क्लियर कर देगा। कैसे लॉग्स, सिस्टम्स के लॉग्स, एप्लीकेशंस के लॉग्स एंड सिक्योरिटी लॉग्स, यानी हमारा ऑल ओवर जो डेटा इस सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ होगा जब से हमने सिस्टम की एक्सेस ली है और इसमें जो जो चेंजेस करें, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, जो भी चेंजेस करें, ये उन सबको क्लियर कर देगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस क्लियर ऑल सिस्टम लॉग्स पे क्लिक करना है एंड देन हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये काफी फास्ट परफॉर्मेंस के साथ जितने भी लॉग जहां भी रिकॉर्ड हो सकते हैं वो सब क्लियर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लॉग्स थे वो क्लियर हो गए। यहाँ पे डन लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे जितने भी लॉग्स इस सिस्टम में रिकॉर्ड हुए थे अब वो सब क्लियर हो गए। तो हम इसे यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, हम यहाँ से इसे क्लोज कर देंगे एंड इसे स्टॉप करके एंड अब हम देखेंगे कि हम लाइनक्स मशीन से जो लॉग्स हैं उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो हमारे जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां से भी हम सारे लॉग्स क्लियर कर सकते हैं और ये कैसे करेंगे हम मैन्युअली देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी लाइनक्स वर्चुअल मशीन को। सो यहाँ पे हमारी वर्चुअल मशीन को हम स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी काली मशीन ऑन हो गई है, हम इसे फुल डिस्प्ले कर लेते हैं एंड
अब हम जाएंगे हमारे टर्मिनल में। बेसिकली हमें रूट डायरेक्टरीज में जाके उस लॉग फाइल को डिलीट करना पड़ेगा, तो हम रूट परमिशंस ले लेते हैं। सबसे पहले हम रूट परमिशन ले रहे हैं यहाँ पे sudo su एंड ओके। सो अब हम जाएंगे var डायरेक्टरी में जहाँ पे लॉग्स फाइल रिकॉर्ड होती है। सो यहाँ पे अगर आप ls करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी फाइल्स मिलेगी एंड मैसेजेस नाम की जो फाइल है जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मैसेजेस नाम की फाइल है, इसी फाइल के अंदर हमारे जो भी लॉग्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो इन लॉग्स को हम क्लियर कैसे कर सकते हैं? हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे gedit एंड जो मैसेजेस फाइल है उसका नाम हम एंटर करेंगे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितने भी लॉग्स थे, जो सिस्टम लॉग्स रिकॉर्ड हो रहे थे, वो सारे यहाँ पे आ गए हैं। अब हमें बेसिकली इन लॉग्स को क्लियर करना है। हम एडिट एनीवे करेंगे यहाँ पे एंड कंट्रोल ए करके शिफ्ट डिलीट जो है बेसिकली कर देंगे, सेव करेंगे एंड देन इसे क्लोज कर देंगे। सो यहाँ पे अब अगर हम वापस इस फाइल को ओपन करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कोई लॉग्स रिकॉर्ड नहीं है। आप देख पा रहे थे कि वहाँ पे एक और लॉग फाइल थी नीचे इसके, तो जो कि बेसिकली जिसका नाम था, अपने यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ messages.1। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इस फाइल के अंदर क्या पड़ा है। यहाँ भी लॉग्स पड़े हैं जो बायोस और काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारी शो कर रहे हैं कि हमने क्या क्या स्टेप किए थे। तो इनको भी हम क्लियर कर देते हैं, कंट्रोल ए करेंगे, शिफ्ट डिलीट करेंगे एंड देन सेव कर देंगे, फिर क्लोज कर देंगे हम। सो बेसिकली ये था हमारा लॉग्स क्लियर करने का सेटअप। हमने लिनक्स में जो भी लॉग्स थे उनको क्लियर कर दिया है, यानी अब कहीं भी कोई भी फुटप्रिंट नहीं है जो ये बता सके कि कोई अटैकर यहाँ पे आया था और उसने कोई ना कोई एक्टिविटीज करी है। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहां पे आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज मैलवेयर, ट्रोजन एंड वॉर्म्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। यहाँ जब टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, वो 4 चीजें क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मैलवेयर, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोजन्स, व्हाट डू यू मीन बाय वायरसेस एंड वॉर्म्स, एंड वायरस एनालिसिस एंड डिटेक्शन मेथड। सो आज हम इन चारों चीजों पे फोकस करने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय मैलवेयर, आइए उसको अच्छे से समझते हैं। एक मैलवेयर क्या होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, वो कैसे परफॉर्म करता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैलवेयर? पहला है हमारे पास मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, उसको मैलिशियस सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेकंड, डैमेजेस और डिसेबल कंप्यूटर सिस्टम, यानी ये कंप्यूटर सिस्टम को या तो डैमेज करेगा या फिर हमेशा के लिए बंद कर देगा, डिसेबल कर देगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है, गिव लिमिटेड और फुल कंट्रोल। किसको? एक अटैकर को। एक अटैकर को या तो ये लिमिटेड कुछ चीजों का कंट्रोल देता है या फिर कंप्लीट एक्सेस दे देता है एक अटैकर के पास, डिपेंड करता है कि इस प्रोग्राम को किस हिसाब से लिखा गया है। ओके। और ये ज्यादातर यूज में आता है थेफ्ट्स एंड फ्रॉड्स के, यानी कोई चोरी या कुछ गलत काम करने के ही यूज में आते हैं मैलवेयर। तो फ्रेंड्स ये मैलवेयर है क्या? बेसिकली मैलवेयर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको केवल किसी सिस्टम को क्रैश करके उसका डेटा चुराने के लिए या उस सिस्टम की कंप्लीट एक्सेस एक अटैकर को पहुंचने के लिए दिया जाता है। तो बेसिकली जो बैड हैट हैकर्स होते हैं वो मैलवेयर्स का यूज करके आपके सिस्टम को करप्ट करेंगे, आपके सिस्टम में से जो डेटा है उसको चुराएंगे या फिर आपके कंप्यूटर पे कंप्लीट एक्सेस ले लेंगे। सो बेसिकली मैलवेयर वो प्रोग्राम है जो कि किसी सिस्टम का नुकसान करने के लिए बनाए गए हैं। नाउ कुछ टाइप्स ऑफ मैलवेयर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मैलवेयर के, लाइक ट्रोजन हॉर्स, बैकडोर्स, रूटकिट्स, वायरसेस, क्रिप्टर्स, रैंसमवेयर्स एंड वॉर्म्स। इनमें से काफी से आप अवेयर होंगे, जैसे कि रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर अभी आपने देखा होगा कुछ 2019 एंड 18 के टाइम में जो रैंसमवेयर अटैक हुआ था, उसमें रैंसमवेयर वायरस ने काफी ज्यादा जो है लोगों को परेशान किया था। लाइक सिस्टम्स के आपके जितने भी फाइल्स है उनका एक्सटेंशन चेंज कर देता था, उन्हें एनक्रिप्ट कर देता था एंड जब तक आप जो हैकर की डिमांड है वो अमाउंट उसको ट्रांसफर नहीं करते थे तब तक उसको अनलॉक नहीं करा जा सकता था। इससे काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, काफी जगहों का काफी नुकसान हुआ है। सो फ्रेंड्स ये है बेसिकली टाइप्स ऑफ मैलवेयर्स, यानी अलग अलग टाइप्स के जो मैलवेयर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रोजन। नाउ एक ट्रोजन क्या होता है? जो मैलवेयर का एक पार्ट है, लेकिन ये काम कैसे करता है? तो आइए इसे समझते हैं। ये होता है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो कि डैमेज और डिसेबल करेगा कंप्यूटर सिस्टम को। ओके, ये तो मैलवेयर करेगा ही। नेक्स्ट ही क्या करता? जो कंप्यूटर की एक्सेस है वो एक अटैकर को देगा। ओके, ये मैलवेयर कर ही रहा था। नाउ इसमें कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस होते हैं, यानी इसको पता है इसको क्या परफॉर्म करना है। इसको एज इट इज उस सिस्टम की एक्सेस किसी को प्रोवाइड करनी है, किसी सिस्टम से कनेक्ट करवाना है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर देता है। यानी एक अटैकर और विक्टिम के बीच में ये कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर दे, जिसकी मदद से अटैकर जितने स्टेप्स चाहे यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। तो ट्रोजन जो बेसिकली एक ऐसा वायरस होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो बेसिकली सिस्टम को डैमेज भी कर सकता है और अटैकर के साथ एक कम्युनिकेशन बैठा देता है ताकि वो फ्यूचर जो भी उसके स्टेप्स हैं उनको परफॉर्म कर सके। सो ट्रोजन जो है वो काफी हार्मफुल होता है एक सिस्टम के लिए। ना यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ कॉमन पोर्ट्स है जो कि ट्रोजन्स के द्वारा यूज करी जाती है। यानी अगर हमारे सिस्टम में कोई ट्रोजन है तो वो नॉर्मली इन्हीं किसी कॉमन पोर्ट में से होगा, यानी बाय डिफॉल्ट जो हर चीज की एक पोर्ट होती है
वैसे ही अगर कोई भी हम ऑटोमेटेड ट्रोजन क्रिएट करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के जरिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए, तो उसकी कुछ बाय डिफॉल्ट पोर्ट होती है कि इसी पोर्ट पे रन करेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर उस ट्रोजन को बना रहा है, तो उसी रीजन से वो ट्रोजन किसी ना किसी पोर्ट पे चल ही रहा होगा। तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट पोर्ट से आप देख सकते हैं, इनको आप रिव्यू कर सकते हैं एक बार कि भाई इतनी इस नंबर की पोर्ट पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। सो ऐसे ही ये सारे ट्रोजन जो है किसी न किसी पोर्ट पे तो रन करेंगे, बिकॉज ये जो अटैकर है उस सिस्टम से कनेक्ट बना रहे। केवल तब तक ये डिफॉल्ट पोर्ट काम आएगी जब तक कोई ऑटोमेटेड टूल का यूज लेके इन ट्रोजन्स को बना रहा है। सो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय वायरसेस एंड वॉर्म्स। नाउ वायरसेस एंड वॉर्म्स क्या होते हैं, तो आइए इन पॉइंट्स के जरिए हम समझते हैं कि वायरस और वॉर्म क्या होते हैं और ये कैसे काम करता है। हमारे पास है इन्फेक्ट अदर्स प्रोग्राम्स, यानी वायरस क्या करता है, अदर प्रोग्राम्स को इन्फेक्ट करता है। ओके, ट्रांसफॉर्म करता है खुद को, बिल्कुल अपना आप को बांटता भी है अलग अलग जगहों पे, अपना आप को रिक्रिएट भी करता है, ट्रांसफॉर्म तो करता है, खुद को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि कोई और उसे रीड करके उसमें चेंजेस ना कर सके। अलर्ट्स करता है डेटा को। कई बार वायरसेस क्या करते हैं, वायरसेस आपके सामने कुछ अलर्ट बॉक्सेस देंगे जो कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ये सिस्टम की तरफ से आ रहे हैं या वायरस की तरफ से आ रहे हैं। लाइक अगर वहां पे लिखा हुआ आएगा योर सिस्टम इज हैक्ड बाय समवन, क्लिक यस फॉर कंप्लीट स्कैन, तो जैसे ही आप यस करेंगे तो आपका जो सिस्टम है उसका नुकसान होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये करप्ट कर देता है फाइल्स को और प्रोग्राम्स को। ये फाइल्स और प्रोग्राम्स को करप्ट कर देगा और उन फाइल्स को पहले हटाएगा जो कि इसको रिमूव करने का काम कर सकती है। नेक्स्ट है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। सेल्फ रेप्लिकेशन यानी अपना आप रिमूव भी हो जाता है। अगर हमने कुछ सेट कर रखा है, बेसिकली एक प्रोग्राम है, हम इसको जैसे बनाएंगे वैसे बन सकता है। अगर हमने इस प्रोग्राम को इस तरीके से बनाया है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही इसका काम खत्म हो ये सेल्फ रेप्लिकेट हो जाए, हट जाए, किसी को नहीं मिले, ताकि इसका जो भी फुटप्रिंट्स है वो कोई नहीं कैच कर सके, तो वो सेल्फ रेप्लिकेट भी होगा। एंड ये फाइल्स को डाउनलोड करेगा, डिस्क को इन्फेक्ट करेगा और ईमेल अटैचमेंट जो होती है उनको भी लेके चलेगा एंड इनको भी डाउनलोड कर लेगा ये। सो फ्रेंड्स, ये एक वायरस एंड वॉर्म होता है। बेसिकली जो वायरसेस एंड वॉर्म्स हैं ये काफी ज्यादा खतरा पहुंचाते हैं सिस्टम को, यानी ये ऐसा काम करते हैं कि अगर एक वायरस आ गया आपके सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिकली कई सारे वायरसेस को अलग अलग प्रोग्राम के लिए क्रिएट कर देगा। आपकी जो भी फाइल्स और सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम में उस वायरस से आपको बचा सकते हैं उनको हटा देगा, आपके सामने अलर्ट बॉक्स लाएगा ताकि आप और ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाए एंड ये आपके सिस्टम पे कंप्लीट एक्सेस पालेगा और धीरे धीरे आपके सिस्टम से जुड़े हुए बाकी सिस्टम तक भी ये जा सकता है। डिपेंड करता है कि ये वायरस या वॉर्म किस तरीके का मेलवेयर है। सो फ्रेंड्स, वायरसेस एंड वॉर्म से बच के रहिए। इनको बचने के लिए बेसिकली आपको यही करना है कि आपको कोई भी प्रोग्राम इंटरनेट से ऐसे ही डाउनलोड नहीं करना है जब तक वो प्योरली वेरीफाइड नहीं हो। स्कैनिंग के बाद ही उसे डाउनलोड करना है एंड इसके बाद भी आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे ही किसी प्रोग्राम को एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन ना दे दे। उसके बारे में समझिए, उसको पढ़िए, क्या वो एक रिस्पॉन्सिव अच्छी जगह से आया है, उसके बाद ही आप उसे रन करिए। सो ये था फ्रेंड्स वायरसेस एंड वॉर्म्स का जो हमारा सेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं मैलवेयर एनालिसिस के। यानी अब मैलवेयर्स तो आ रहे हैं, हमने देखा मैलवेयर में वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन्स है, बट इन मैलवेयर्स को एनालिसिस करने के कितने तरीके। तो आइए देखते हैं। पहला तरीका है स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस, सेकंड है डायनेमिक मैलवेयर एनालिसिस। तो इन दोनों में क्या होने वाला है, यानी हम वायरसेस को एनालिसिस तो करने वाले हैं कि भाई ये वायरस या वॉर्म जो भी है ये हमारे सिस्टम में है कि नहीं है। ये हम करेंगे कैसे, दो प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है, पहला स्टैटिक प्रोसेस है, दूसरा डायनेमिक प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस, यानी मैलवेयर का पता लगाना, मैलवेयर को एनालाइज करना कि हाँ ये सच्ची में एक मैलवेयर है कि नहीं है। तो स्टैटिक प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले हम फाइल फिंगरप्रिंटिंग देखते हैं, यानी जो फाइल्स की इंफॉर्मेशन होती है उसको देखते हैं। फाइल की जो मीटा डेटा होता है यानी इंफॉर्मेशन ऑफ अ फाइल, उसके बारे में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हमें बता सके कि ये एक मैलवेयर है। देन हम क्या करेंगे, हम जो हमारा मैलवेयर आया है हमारे सिस्टम में, हम उसे किसी सिस्टम के जरिए स्कैन करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर के जरिए स्कैन करेंगे या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए स्कैन करेंगे, जैसे वायरस टोटल है या फिर ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म। हम क्विकिल के जरिए भी स्कैन रन कर सकते हैं, तो हम उसे स्कैन करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रिंग सर्च परफॉर्म करेंगे, यानी हम कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स को सर्च करेंगे जो बेसिकली एक मैलवेयर में फाइंड होती है। एक एंटीवायरस भी ऐसे ही काम करता है, वो कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स पे काम करता है जो नॉर्मली एक मैलवेयर में मिल ही जाती है। तो हम भी कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स के लिए सर्च करेंगे। उसके बाद इसकी जो पैकिंग मेथड है, यानी इसको जो भी कंप्रेस या आर्चिव बनाया गया है वो किस फॉर्मेट से बनाया गया है, उसकी जो पैकिंग है, उसकी जो इंक्रिप्शन है वो किस फॉर्मेट से करी गई है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देन हम देखेंगे फाइंडिंग द पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल, यानी जो उसका एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस है वो कैसा है। एंड देन हम देखेंगे उसकी डिपेंडेंसीज क्या है, यानी उसको रन होने के लिए क्या क्या फाइल्स चाहिए। आपने लाइनक्स में भी हमने इंस्टॉलेशन करा होगा, आपने देखा होगा हर प्रोग्राम के साथ उसकी कुछ डिपेंडेंसीज होती है जो requirement.txt में होती है, जिनको हम PIP करके इंस्टॉल करते हैं। वो पैकेजेस होते हैं जो कि नीडेड है उस फाइल को रन करने के लिए।
सो ऐसे ही जब एक मैलवेयर या वायरस जो होता है वो इंस्टॉल होता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कोई ना कोई पैकेज तो वो यूज में लेगा जिसकी मदद से वो आपके जो सिस्टम को है करप्ट करेगा और बाकी के सारे प्रोग्राम्स को रन करेगा। तो हमें उसकी डिपेंडेंसीज देखनी चाहिए कि उसको क्या क्या फाइल्स की नीडेड है, जो कि हम उसके प्रोग्राम्स को पढ़ के समझ सकते हैं कि इसको इन फाइल्स की जरूरत है। मान लीजिए एक पाइथन प्रोग्राम बनाया हुआ है, तो वहां पे इंपोर्ट के आगे जो भी फंक्शन लिखा हुआ होगा, जो भी लाइब्रेरी लिखी हुई होगी, वो ही लाइब्रेरी उसके लिए जरूरत है, वो पैकेज उसके पास होना चाहिए, तो वो उसका पार्ट है डिपेंडेंसीज का। एंड देन वो जो मैलवेयर है हम उसे डिसेंबल करेंगे, यानी हम उस मैलवेयर को अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना प्रोसेस भी स्टार्ट ना कर सके और हम उसका प्रोग्राम पढ़ के समझ सके कि ये काम कैसे कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टैटिक मैलवेयर एनालिसिस मेथड। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेजेस ऑफ डायनेमिक मैलवेयर एनालिसिस, यानी डायनेमिक जब हम एक मैलवेयर को एनालिसिस करते हैं तो भी उसमें 2 स्टेजेस होते हैं। वो 2 स्टेजेस क्या है, आइए उनको देखते हैं। पहला है सिस्टम बेसलाइनिंग मेथड, दूसरा है होस्ट इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग मेथड। यानी ये दोनों जो मेथड्स हैं ये डायनेमिक तरीके से मैलवेयर को एनालिसिस करने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या और ये काम कैसे करते हैं। सो हम यहाँ पे देखेंगे डायनेमिक मैलवेयर एनालिसिस के अंदर सिस्टम बेसलाइन वर्सेस होस्ट इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, ये काम कैसे करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं जो सिस्टम बेसलाइनिंग है उसमें क्या होता है। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, दोनों ही केसेस में हम जो स्नैपशॉट्स होते हैं यानी उनका पहले का रिकॉर्ड कि वो पहले कैसे थे वो हम रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या फाइल सिस्टम में कोई चेंज हुआ है या फिर रजिस्ट्रीज में यानी जो लॉग्स फाइल्स होती है विंडोज की, क्या उनमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई ओपन पोर्ट में कोई चेंज हुआ है, यानी मान लीजिए आपके पास पहले केवल पोर्ट 80 एंड पोर्ट 443 ओपन थी, क्या अब आपके पास कोई तीसरी पोर्ट भी ओपन हुई है। तो ये हम स्नैपशॉट के जरिए यानी पुराना जो था 2 ही पोर्ट्स ओपन थी और अभी जो चेंजेस आए उन दोनों को कंपेयर करेंगे। उसके बाद नेटवर्क एक्टिविटी, यानी क्या ये सिस्टम किसी और सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश करी है, क्या किसी को कोई रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, जो कि हम वायरशार्क के जरिए सारी रिक्वेस्ट आती हुई और जाती हुई देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इन सारी एक्टिविटीज को जब मॉनिटरिंग करेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हाँ यहाँ एक मैलवेयर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन आते हैं हम होस्ट इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग में। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हम स्नैपशॉट्स तो लेंगे, यानी हम जो पुरानी फाइल्स, पुरानी फोल्डर्स, पोर्ट्स जो भी था उन सबका एक रिकॉर्ड तो रखेंगे। उसके बाद उनके अंदर होते हुए चेंजेस को मॉनिटर करेंगे। वो क्या चेंजेस हैं, हम पोर्ट्स, प्रोसेसेस, रजिस्ट्रीज, विंडोज, सर्विसेज, स्टार्टअप प्रोग्राम्स, तो हम इन चीजों पे बेसिकली नजर रखेंगे क्या इनमें कोई चेंज हो रहा है, क्या पोर्ट्स में, प्रोसेसेस में, रजिस्ट्रीज में, विंडोज सर्विसेज एंड स्टार्टअप प्रोग्राम्स इनमें कहीं भी कोई फाइल नहीं ऐड हुई है या कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। ये हम कैसे मैनेज करेंगे, पुराने स्नैपशॉट से नए स्नैपशॉट को कैप्चर करेंगे, यानी अभी की जो कंडीशन है उसको मैच करेंगे पुरानी कंडीशन से कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और जो जो चेंजेस हुए हैं उनको मॉनिटरिंग करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो डायनेमिक मैलवेयर है ये काम कैसे कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे इवेंट लॉग्स, इंस्टॉलेशन फाइल्स एंड फोल्डर्स, यानी फाइल्स फोल्डर्स में जो भी चेंजेस होंगे, और इवेंट्स लॉग्स, कोई भी फाइल इंस्टॉल हो रही है या कोई इवेंट परफॉर्म हो रहा है तो उसके लॉग्स रिकॉर्ड होते हैं, तो हम उन लॉग्स को भी मॉनिटर करेंगे। देन हम देखेंगे डिवाइस ड्राइवर्स एंड नेटवर्क ट्रैफिक्स, यानी डिवाइस को कोई नया ड्राइवर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, या नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे कि यहाँ कोई चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर हम बेसिकली डीएनएस और एपीआई कॉल्स, यानी कोई अगर एपीआई कॉल हो रही है तो उसको मॉनिटर करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है बेसिकली एक मैलवेयर को एनालिसिस करने का मेथड, जिसमें स्टैटिक भी है और डायनेमिक भी है। डायनेमिक के अंदर भी 2 ऑप्शंस है एक मैलवेयर को एनालिसिस करने के लिए, जो कि सिस्टम बेसलाइन एंड होस्ट इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग। इन दोनों प्रोसेसेस के जरिए हम बेसिकली एक मैलवेयर को एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में मैलवेयर है कि नहीं है, और अगर है तो उसकी एक्टिविटीज को ध्यान रख के हम ये देख सकते हैं कि इसको कैसे हटा सकते हैं हम। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहां पे हम देखने वाले हैं कि हम कैसे एक पेलोड को जनरेट कर सकते हैं, एक पेलोड को बनाने का प्रोसेस क्या है, उसको हम बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम अपनी काली मशीन जो है उसको ऑन कर लेंगे पहले। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी काली मशीन ऑन हो गई है, हमें हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेना है। सबसे पहले रूट परमिशन दे देते हैं sudo su। सो रूट परमिशन हमने दे दिया। बेसिकली फ्रेंड्स हमें करना क्या है, एक पेलोड बनाना है। पेलोड क्या होता है, एक ऐसा मैलवेयर जो बेसिकली सामने वाले के सिस्टम में जाके वहां से हमें रिक्वेस्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से उसे फायरवॉल जो है वो रोक नहीं पाता। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट किसी सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो फायरवॉल हमारे पैकेज को रोक देगा, एक्सेस नहीं करने देगा। बट हम एक पेलोड अगर जनरेट करते हैं और वो पेलोड कैसे भी करके सामने वाले के कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं, विक्टिम के कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद जैसे ही विक्टिम उस एप्लीकेशन को या पेलोड को रन करेगा या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे वो पेलोड रन हो, वो पेलोड डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो जाएगा, यानी वो विक्टिम का सिस्टम खुद हमसे कनेक्ट होगा। तो इस केस में फायरवॉल जो है वो नहीं रोक पाएगा। बट जो हमारे एंटीवायरस होते हैं, जो हमारे सिस्टम में एंटीवायरस होते हैं, जो बेसिकली पेलोड जो इनको रीड करके, इनकी फाइल्स को रीड करके पता लगा लेते हैं कि हाँ ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है और उसे ब्लॉक करते हैं,
उनको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले एक पेलोड को जनरेट करना देखते हैं, बाद में हम उसे कैसे अनडिटेक्टेबल बना सकते हैं वो भी देखेंगे। तो पेलोड जनरेट करने के लिए हम दो सर्विसेज यूज दे सकते हैं। बेसिकली मेटास्प्लॉइट ही इसके लिए बेस्ट है, बट हम क्या करेंगे, हम मेटास्प्लॉइट के अंदर ना जाके MSF कंसोल या मेटास्प्लॉइट का ही जो कंसोल है उसके जरिए पेलोड को जनरेट नहीं करेंगे। MSF वेनम जो कि बेसिकली मेटास्प्लॉइट का ही पार्ट है उसके जरिए हम पेलोड्स को जनरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे MSF वेनम। अब फ्रेंड्स क्योंकि हम पेलोड बनाने में बिल्कुल नए हैं, हमें नहीं पता कि कैसा वायरस बनाना है या उसका क्या नाम रखना है या फिर क्या यूज में लेना है, तो हम फिलहाल MSF वेनम लिख के केवल एंटर प्रेस कर देंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे MSF वेनम की हेल्प आ गई है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो हेल्प है वो हमें शो हो गई है। तो इसको यूज करने का क्या प्रोसेस है और क्या क्या चीजें होती है। बेसिकली एक पेलोड क्या होगा, एक प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम तो ये जनरेट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब जो भी प्रोग्राम है जो सिस्टम में जाके हमसे वापस कनेक्ट होगा, विक्टिम सिस्टम में जाके हमसे कनेक्ट होगा, उसको क्या चाहिए होगा, हमारी IP और एक पोर्ट। उसी IP और उसी पोर्ट पे वो वहां से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। हम ज्यादातर जो भी पेलोड्स बनाएंगे उसमें बेसिकली 2-3 चीजें ही चाहिए होती है। सबसे पहला कि IP ऑफ अटैकर, दूसरा वो पोर्ट जिस पे उससे कनेक्ट करनी है, यानी उसको 2 ही चीजों से मतलब है कि मेरे को किस IP पे किस पोर्ट से कनेक्ट करना है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस अगर हम डालना चाहते हैं तो वो हम उसमें ऐड करते हैं। ये 2 बेसिक चीजें जो किसी भी पेलोड में हम डालेंगे ही, जो एक सिस्टम में जाके अगर हमसे कनेक्ट हो रहा है तो उसको पता होना चाहिए उसको कनेक्ट कहाँ से होना है। तो ये 2 डिटेल्स डालने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें नहीं पता कि कौन सा नाम या कौन सा पेलोड कैसे यूज करा जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेल्प में देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है लिस्ट ऑफ पेलोड्स, यानी हम जो भी चीज देखना चाहते हैं उसकी लिस्ट शो कर देगा। हमें देखनी है पेलोड्स की लिस्ट। तो आइए देखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे MSF वेनम -L यानी लिस्ट, और यहाँ पे बता देंगे किस चीज की लिस्ट चाहिए, तो पेलोड, एंड हम एंटर करेंगे। सो हम यहाँ पे एंटर करेंगे MSF वेनम -L एंड देन पेलोड्स। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी पेलोड्स इसके अंदर है, यानी मेटास्प्लॉइटेबल रैपिड 7 के जरिए जितने भी पेलोड्स यहाँ पे स्टोर करेंगे वो सारे पेलोड्स हम देख सकते हैं। उसके बाद उनमें से कोई भी पेलोड सिलेक्ट करके हम यूज में लेंगे। तो मैं आपको गाइड कर दूंगा हम कैसे पेलोड सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सारे पेलोड्स के नाम आ गए हैं, हम इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आगे ये क्या काम करते हैं ये भी हमें शो कर रहा है, और किस सिस्टम के लिए है करीब करीब ये भी बता रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं विंडोज 32 बिट फिर देन 64 बिट्स के कुछ पेलोड्स हैं। और हम इसी में स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो बेसिकली हम ऐसा करेंगे, आज हम एक एंड्रॉइड का पेलोड जनरेट करेंगे और देखेंगे क्या वो वायरस के द्वारा डिटेक्टेबल है कि नहीं है, और अगर वो है तो हम ऐसे किस सर्विस का यूज ले, हम ऐसा क्या करें जिससे वो वायरस अनडिटेक्टेबल हो जाए या वो पेलोड अनडिटेक्टेबल हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो जितने भी पेलोड्स आ गए हैं हम यहाँ पे पहुंच गए। तो ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी पेलोड्स आप देख सकते हो ये सारे एंड्रॉइड्स के हैं। यहाँ तक के सारे पेलोड जो आप देख रहे हो सारे एंड्रॉइड के पेलोड्स हैं। अब हम यहाँ पे एंड्रॉइड का कौन सा पेलोड यूज ले ये सिलेक्ट करना है हमें। तो हम यहाँ पे आगे सबके मतलब देख सकते हैं कौन कैसे काम कर रहा है। तो आइए हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं, एंड्रॉइड मीटरप्रीटर रिवर्स TCP। ओके, सो हम एक पेलोड सिलेक्ट कर रहे हैं जो TCP के जरिए, TCP कम्युनिकेशन के जरिए हमसे कम्युनिकेट करेगा और विक्टिम मशीन को हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर देगा। तो ठीक है, तो हमें इस पेलोड को यूज में लेना है। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज लेना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बोला ज्यादातर पेलोड 2 ही चीज लेंगे, एक तो IP एंड देन पोर्ट जो बन रहे हैं जनरेट होते हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे MSF वेनम, पेलोड हमने सिलेक्ट कर लिया है, पेलोड है हमारा एंड्रॉइड मीटरप्रीटर रिवर्स TCP। एंड इसके बाद आप देख सकते हैं ये पहले से एक कमांड रन हो रखा है इसलिए वो आपको शो कर रहा है यहाँ पे। सो जैसे ही हमने पेलोड मेंशन कर दिया, अब हमें उसके अंदर 2 चीजें डालनी है, एक तो वो IP जहां से वो कनेक्ट होगा और जिस पोर्ट पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम IP डालेंगे हमारे अटैकर मशीन की, L होस्ट लिख के, लोकल होस्ट लिख के इक्वल्स टू लिखेंगे और यहाँ पे IP डालेंगे 192.168.92.135। ठीक है, एंड देन L पोर्ट यानी जिस पोर्ट पर कनेक्ट होना है वो डालेंगे। तो हम यहाँ लिख देते हैं L पोर्ट इक्वल्स टू, कोई भी पोर्ट रख सकते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कोई एक ऐसी पोर्ट रखनी है जो नॉर्मली यूज में ना आ रही हो। तो ये रिकमेंड करा जाता है कि आप 8000 से ऊपर की रखें तो सही रहेगा। तो हम यहाँ पे रख देते हैं 8687। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बना देंगे, ताकि मतलब बेसिकली इस ग्रेटर देन साइन से क्या होगा, जो भी पेलोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो बेसिकली एक फाइल में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद हम हमारे पेलोड का नाम रखेंगे, तो WS test.apk ये हमारे पेलोड का नाम है, एंड हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पेलोड है उसका जनरेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, और जल्द ही यहाँ पे हमारा उसको पेलोड जनरेट के बाद जो भी डिटेल्स जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेलोड है वो बन चुका है, जो कि 10188 बाइट्स का है। काफी छोटा पेलोड, काफी छोटी एप्लीकेशन हमने बना ली है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी इनकोडिंग जो है अभी तक सिलेक्ट नहीं करी है, तो हम बाय डिफॉल्ट सबसे पहले एक बिल्कुल नॉर्मल पेलोड बना के देख रहे हैं। हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे फिलहाल, हम बस एक पेलोड को जनरेट करने का प्रोसेस देख रहे हैं। उसको कैसे एक्सप्लॉइट करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, जो एंड्रॉइड का सेशन आएगा उसके अंदर देखेंगे, या फिर जो विंडोज सेशन आएगा उसके अंदर देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा पेलोड जनरेट हो गया है, तो हम ये देखेंगे क्या ये रियलिटी में अनडिटेक्टेबल है ये नहीं है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल पेलोड है, तो उसके लिए हम जाएंगे हमारे ब्राउजर पे। एंड यहाँ पे फ्रेंड्स हम जाएंगे वायरसटोटल पे। वायरसटोटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली हमें जो भी हम फाइल्स अपलोड कर रहे हैं उनको स्कैन करके हमें बता देगा कि ये कितनी जगहों पे डिटेक्टेबल है, इसके अंदर जो भी ऐसा प्रोग्राम है वो मिलिशियस शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा वायरसटोटल है वो यहाँ पे हमें सामने आ गई है। सो यहाँ पे हमें फाइल सिलेक्ट करने का कहा जा रहा है, तो हम फाइल सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे चूज फाइल। एंड जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी वो यहाँ है wstest.apk, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, ओपन, कंफर्म अपलोड पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली हमारी फाइल यहाँ अपलोड होगी। उसके बाद उसमें टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये हमें बताएगा कि ये कितने एंटीवायरसेस के जरिए डिटेक्ट करी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंटीवायरस के जरिए डिटेक्ट कर रही है, अभी ही 4 मिल गए हैं स्टार्टिंग प्रोसेस में ही। ओके, 25 एंटीवायरसेस ने इसको डिटेक्ट कर लिया है, 26। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर नंबर आ रहा है वो ये बता रहा है कि इतने जो एंटीवायरस स्कैनर हैं उनने बेसिकली इसको डिटेक्ट कर लिया है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो स्कैन है वो कंप्लीट हो गया, और आप देख पा रहे हैं कि अप्रॉक्स 50% जो एंटीवायरसेस हैं उनने यहाँ पे बता दिया है कि ये जो आपका फाइल है ये वर्नेबल है, यानी इसमें मिलिशियस कोड है कोई ना कोई। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 31 एंटीवायरसेस ने डिटेक्ट कर लिया है। अब हमें इसे कम कैसे कर सकते हैं, यानी कम से कम एंटीवायरस डिटेक्ट कर सके या फिर कोई एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर सके, ऐसा पेलोड हमें जनरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुछ टेक्निक्स को यूज में लेंगे। लाइक सबसे पहले हम हमारे पेलोड को इनकोड करके देखते हैं क्या उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। तो हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे -e। -e बेसिकली आप हेल्प जो आपने स्टार्ट करी थी आप देख सकते हैं हेल्प में जाके, -e का मतलब था इनकोडिंग, यानी अगर हमें इनकोडिंग सेट करनी है तो हम -e ऑप्शन का यूज में लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं -e से इनकोडर जो है वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके आगे आपको यूज करना पड़ेगा किसी भी इनकोडिंग को। तो अब यूज करने के लिए हमें इनकोडिंग्स की लिस्ट देखनी पड़ेगी, तो आइए लिस्ट भी देख लेते हैं साथ ही साथ। सो यहाँ पे इनकोडिंग्स चेक करने के लिए, यानी हमारे पास कितने तरीके की इनकोडिंग्स हैं, हम कौन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे MSFNM, एंड उसके बाद जो बेसिकली -L था लिस्ट, और उसके आगे हम बताएंगे इनकोडिंग्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बता रहा है कि आपको इनकोडर्स लिखना है, इनकोडिंग नहीं लिखना है, तो ये आपको गाइड कर देगा। हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और अब यहाँ पे हम -L के बाद इनकोडर्स लिख के एंटर कर देंगे। तो अब जितने भी तरीके के इनकोडर्स हमारे पास है उनकी लिस्ट आ जाएगी, हमें बस उन्हें सिलेक्ट करना है। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं सारे इनकोडर्स हमारे सामने आ गए हैं। तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। ओके PHP इनकोडर्स हैं हमारे पास, काउंटडाउन इनकोडर्स, विंडोज़ के जो 32 बिट्स के इनकोडर्स हैं। ओके, सो हम यहाँ पे यूज लेंगे बेसिकली। सो एक बार के लिए हम यहाँ पे जो PHP का बेस 64 इनकोडर है उसको यूज में ले रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और जो हमारा पेलोड की पूरी कोड था उस कोड के आगे -e के बाद हम बस इस इनकोडर को मेंशन कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अब जो हमारा पेलोड जनरेट होगा वो बेसिकली इनकोडेड होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पेलोड जनरेट हुआ है वो 17015 बाइट्स का हुआ है, और वो इनकोडेड फॉर्मेट में सेव हुआ है। तो आइए अब इस फाइल को अपलोड करके देखते हैं क्या होता है। हम जाएंगे वायरसटोटल के होम पेज पे, एंड यहाँ पे वापस चूज फाइल करेंगे, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओपन। आप देख सकते हैं फाइल अपडेटेड है, ये लास्ट फाइल पे ओवरराइट हुई है बिकॉज हमने उसी नाम से सेव करी थी, तो ये 17 KB की है। यहाँ पे कंफर्म अपलोड पे क्लिक करेंगे, एंड बेसिकली वो फाइल अपलोड हो गई, और अब इस पे स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स अभी तक तो ये सही काम कर रही है। 2428 जो एंटीवायरसेस हैं उनने इसको स्कैन कर लिया है, बट कुछ डिटेक्ट नहीं करा है, तो ये अभी जो प्रोसेस हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। बेसिकली फ्रेंड्स हम जो इनकोडर यूज ले रहे हैं हमें वही इनकोडर यूज लेना है जैसे हम फाइल बना रहे हैं। मान लीजिए अगर हम PHP पेलोड बना रहे हैं, कोई ऐसा पेलोड बना रहे हैं जो ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन में हेल्प करेगा, PHP का है, जावास्क्रिप्ट का है, जिसका भी है,
तो हम उसी से रिलेटेबल पेलोड को यूज लेंगे। फिलहाल यहाँ पे बस हम जो हमारी कीवर्ड्स थे उनको मैच करने के लिए हमने एक इनकोडर यूज किया ताकि हम ये देख सके कि वायरस टोटल उसे कैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये पेलोड देखा जाए तो रियलिटी में सही से काम नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज हमने जो इसमें इनकोडर यूज किया है वो PHP का इनकोडर है और ये एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे इसने 0 कैच किया बिकॉज ये प्रॉपरली ही इनकोड हो चुका था, ये रीड ही नहीं कर पा रहा है उसे, इसलिए उसने इसको यहाँ पे शो नहीं करा है, किसी वायरस ने डिटेक्ट नहीं करा है। बट ये वर्क नहीं करेगा तो हमारे ज्यादा काम नहीं आएगा। मैं बस आपको इसको यूज करना बता रहा था कि आप कैसे एक इनकोडर यूज में ले सकते हैं। बट तो अब हम स्टूडेंट्स बेसिकली एक पेलोड जनरेट करेंगे, एक प्रॉपर पेलोड जनरेट करेंगे जो कि वर्क भी करेगा और उस पेलोड में ये देखेंगे कि उसको कोई भी एंटीवायरस डिटेक्ट ना कर सके या कम से कम एंटीवायरस डिटेक्ट कर सके। तो उसके लिए हम एक सर्विस यूज लेंगे जो कि वेल इवेजन है। वेल फ्रेमवर्क जो है फ्रेंड्स बहुत ही काम का फ्रेमवर्क है। ये जो पेलोड्स बनाता है वो काफी कम डिटेक्टेबल होते हैं। तो हम वेल फ्रेमवर्क में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिटहब पेज ओपन हो गया है वेल फ्रेमवर्क का एंड हम यहाँ पे इस URL को कॉपी कर लेंगे, हमारे टर्मिनल पे जाएंगे, डाउनलोड्स फोल्डर में चलते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली हम गिट क्लोन करके उस कोड को पेस्ट करके हम यहाँ पे इस फाइल को सेव कर लेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गिट क्लोन एंड ये जो हमारी URL थी इसे जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा वेल नाम से, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पहले से ही है। तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। हम जाएंगे हमारे गिटहब पेज पे ही और हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे कि इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस में यहाँ पे बता रखा है कि ये जो कोड है ये बोल रहा है आप इस कोड को पेस्ट करिए। सबसे पहले आपके पास गिट इंस्टॉल होना चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है गिट। हम इस कोड को हमने ये जो गिट क्लोन की URL वाला कोड है इसको हमने रन कर दिया है, जो फाइल सेव हो गई है। अब यहाँ पे जो लास्ट कमांड बाकी है हमें इसे रन करना है, तो आइए इसे रन कर देते हैं। Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे, चलते हैं हमारे टर्मिनल पे, Ctrl+Shift+V एंड देन एंटर। अब यहाँ पे कमांड रन क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मेरी करंट डायरेक्टरी क्या है, मेरी करंट डायरेक्टरी जो है वो वेल के बाहर है, मेरे को वेल फोल्डर के अंदर होना चाहिए। तो हम चलते हैं वेल फोल्डर के अंदर, ls करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे सारी फाइल्स प्रोवाइडेड है पहले से। अब हम जैसे ही एंटर करेंगे जो इसका कमांड का काम था ये रन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड क्योंकि हमने इसका साइलेंट मोड सिलेक्ट करा है तो ये हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा। ये डायरेक्ट जो पैकेजेस अपडेट है इसके जो रिपोजिटरीज इसको चाहिए, जो फाइल्स इसको नीडेड है, जो पैकेजेस इसको नीडेड है, ये उन सबको इंस्टॉल कर लेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा वेल फ्रेमवर्क था वो कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको रन करने के लिए हमें बस // एंड वेल.py जो हमारी फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ls करके देख लेते हैं एक बार। ये जो फाइल है इस फाइल को बस रन करना है, तो हम // के जरिए इस फाइल को रन करेंगे एंड एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी वेल फ्रेमवर्क है वो स्टार्ट हो गई है। अब हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करने और यूज करना है। यहाँ पे इसको यूज करने की गाइडेंस बता रखी है। अगर बाहर जाना है तो एग्जिट, किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फो लिखेंगे। लिस्ट से बेसिकली जितने भी इसके पास टूल्स अवेलेबल हैं वो लिस्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बेसिकली हमें वेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दिखाएगा, अपडेट करेगा वेल्स को एंड यूज बेसिकली ये जो टूल्स है इनको सिलेक्ट करेगा। तो हमें करना क्या है, हमें इवेजन अगर प्रोसेस फॉलो करना है या ऑर्डिनेंस, अगर इवेजन प्रोसेस फॉलो करना है तो हम लिखेंगे यूज इवेजन एंड एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे इवेजन जो है वो सिलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इवेजन के अंदर भी काफी सारे पेलोड्स हैं, तो उन सारे पेलोड्स को देखने के लिए हम इसी हेल्प का यूज लेके देख सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट के जरिए हम सारे पेलोड्स को चेक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट, एंटर करेंगे एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि जितने भी पेलोड इनबिल्ट इसके अंदर थे वो सारे के सारे पेलोड हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें अगर एक पेलोड बनाना है पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर रिवर्स HTTP का पेलोड बनाएं या फिर HTTPS का, HTTP का बना देते हैं, रिवर्स जो HTTP पेलोड है हम वो बना रहे हैं यहाँ पे। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं Ctrl+Shift+C के जरिए एंड यूज करेंगे हम इस पेलोड को। तो हम यूज लिख के इस पेलोड का नाम लिख देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे वो पेलोड सिलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उस पेलोड का जो एंडिंग है यहाँ पे मीटर रिवर्स HTTP आ रहा है एंड क्योंकि पेलोड सिलेक्ट हो गया है तो अब हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी इसको जो रिक्वायर्ड सेटिंग्स है वो सेट करनी है। तो इसकी क्या क्या रिक्वायर्ड सेटिंग्स है वो हम यहाँ पे अब करके देख सकते हैं। बहुत कॉमन जो चीज़ है वो lhost और lport है। lhost और lport तो आपको देनी ही है। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ लगती है लाइक अगर आपको कोई डोमेन देना है या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं इनकोडिंग का कोई ऑप्शन है। ओके सो यहाँ इसके अलावा कुछ खास जरूरी नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे lhost और lport सेट करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको सेट करने के भी ऑप्शंस दे रखे हैं। हम कैसे सेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सेट lhost और उसके आगे हम IP डालेंगे।
हमारी जो अटैकर मशीन है वो आईपी डालेंगे, बिकॉज ये पेलोड जैसे किसी सिस्टम में रन होगा तो इसको सबसे पहले यही चेक करना होगा कि इसको ये कनेक्शन किस सिस्टम से स्टैब्लिश करना है। तो ये विक्टिम सिस्टम में जाके जो अटैकर सिस्टम है उस सिस्टम से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। हमने एंटर कर दिया, जो बेसिकली एल होस्ट थी वो सेट हो गई है। नाउ एल पोर्ट सेट कर लेते हैं, एक बार एल पोर्ट चेक कर लेते हैं, देखते हैं इसको रिक्वायर्ड है कि नहीं है सेट करने की। तो 4444 ओके है, हमें रिक्वायर्ड नहीं है सेट करने की। एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। सो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे वो सारे आ गए। आप देख सकते हैं जो हमने आईपी सेट करी थी यानी एल होस्ट सेट करा था हमारे अटैकर मशीन का, वो यहाँ पे सेट हो गया है। जो एल पोर्ट है वो भी सही है, 4444 बाय डिफॉल्ट जो सेट थी हमने वही रखी है, हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। एंड अब क्योंकि हमारा काम कंप्लीट हो गया है, हमारा काम है इस पेलोड को जनरेट करना, तो हम यहाँ लिखेंगे जनरेट, एंटर। एंड जो इसका डिफॉल्ट नेम जो है वही हम रख रहे हैं, ओके, एंटर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी फाइल जनरेट हुई है वो यहाँ पे स्टोर हो गई है। ये यहाँ पे क्रिएट आउटपुट का एरर दे रहा है, बट नो इश्यूज, हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी वार लाइब्रेरी वेल्स के जो फोल्डर है उसके अंदर। तो हम इस डायरेक्टरी को कॉपी कर लेते हैं एंड हम न्यू टैब खोलेंगे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेटास्प्लॉइटेबल का रिसोर्सेज है, यानी मेटास्प्लॉइट में जब हम इस पेलोड से रिकॉल करेंगे इन वैल्यूज को, यानी जब हम लिसनिंग ऑन करेंगे, तो हम लिसनिंग ऑन कैसे करेंगे, हम इस फाइल के जरिए लिसनिंग ऑन कर सकते हैं payload.rc। हम इस फाइल को डायरेक्ट वहाँ पे कॉल करेंगे और जो लिसनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो सारे ऑप्शंस थे इस पेलोड के ऑटोमेटिकली वहाँ पे रन हो जाएंगे। हम चाहे तो इसी पेलोड को ढूंढ के भी ऑन कर सकते हैं, बट कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर आ सकते हैं, तो हम ये जो RC फाइल है इसी के जरिए मेटास्प्लॉइटेबल में जो लिसनिंग प्रोसेस है उसको ऑन करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस पेलोड की बस ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये पेलोड कैच होगा कि नहीं होगा इजीली किसी भी एंटीवायरस के जरिए। सो ठीक है, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ये बेसिकली हमारे पास वही पुराने ऑप्शंस आ गए हैं, हमने न्यू टैब ओपन कर लिया है, वहाँ पे हम रूट परमिशन दे देते हैं। एंड यहाँ पे हम जाएंगे उसी डायरेक्टरी में जहाँ पे बेसिकली हमारा पेलोड सेव हुआ था, तो मैं यहाँ ls करूँगा। एंड यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ बेसिकली दो पेलोड्स है, एक जो मैंने पहले बनाया था और एक अभी payload.py जो हमने अभी बनाया है। तो इस पेलोड को हमें टेस्ट करना है कि क्या ये पेलोड किसी एंटीवायरस के द्वारा कैच करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले कॉपी कर लेंगे इसको, तो हम लिखेंगे cp इस पेलोड का नाम, एंड देन इसको जहाँ पे कॉपी करना है वो डायरेक्टरी डालेंगे जो कि होम ws क्यूब, एंड देन इसको हम रख देते हैं डेस्कटॉप पे। सो यहाँ से फ्रेंड्स ये जो फाइल है ये कॉपी हो चुकी है डेस्कटॉप पे। तो आइए हम डेस्कटॉप से इस फाइल को ओपन करते हैं वायरसटोटल के जरिए। हम वायरसटोटल के होम पेज पे चले जाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे चूज फाइल करेंगे हम, और हम जाएंगे डेस्कटॉप फोल्डर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं payload.py फाइल थी वो यहाँ पे आ गई है। ये 2.1 KB की फाइल है, काफ़ी छोटी फाइल है और इससे काफ़ी ज़्यादा बेसिकली जो है बड़े बड़े काम हो सकते हैं। यानी हम एक सिस्टम से कनेक्ट हो रहे हैं, हमें प्रॉपर उसका एक्सप्लॉइटेशन मिल रहा है, तो हम कोई भी कमांड रन कर सकते हैं। हमने इसे यहाँ पे ओपन कर लिया है, हम इसे कन्फर्म अपलोड कर देते हैं। सो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है और अब इसकी चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी अलग अलग एंटीवायरसेस के जरिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इसका स्कैन था वायरसटोटल का कंप्लीट हो गया, और आप देख सकते हैं जो हमने पहला पेलोड जनरेट करा था और इस पेलोड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वायरस जो एंटीवायरसेस ने कैच करा था उन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल जो 6 एंटीवायरसेस हैं वो इसे स्कैन कर सके हैं, जिसमें से एवेस्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ में लोग लेते हैं, बाकी जो है इतने यूज़ में नहीं आता। जो यहाँ पे CAT क्यूकिल का है उसने भी इसे कैप्चर नहीं करा है। तो यहाँ पे 6 एंटीवायरसेस ने जो हमारा पेलोड था उसको कैप्चर करा है, और कुछ ऐसे वर्ड्स बताए हैं जिनके जरिए उन्होंने उसको कैप्चर करा है। तो अब हमारा काम है या तो इसे इनकोड करा जाए या इसमें कुछ चेंजेस करे जाए, जो कि हम धीरे धीरे करते रहेंगे आगे एडवांस में। बट यहाँ पे देखा जाए तो अब ये जो पेलोड है ये काफ़ी ज़्यादा असरदार है। अगर इसमें मैं एक आधी इनकोडिंग टेक्निक और डाल दूँ तो ये और ज़्यादा अनकैचेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने देखा कि हम जो अलग अलग तरीके से पेलोड्स बनाए हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, ऐसे ही हम कई अलग टूल्स कई अलग सर्विसेज या इनकोडिंग्स का यूज़ में लेके एक ऐसा पेलोड बना सकते हैं जो कि बेसिकली किसी भी एंटीवायरस के जरिए कैश ना करा जा रहा हो। सो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक PHP का कोई पेलोड जनरेट करना चाह रहे हैं, PHP वायरस या मेलिशियस प्रोग्राम जनरेट करना चाह रहे हैं, और वो आप चाहते हैं कि बहुत ही कम बेसिकली कोई भी एंटीवायरस उसे कैच कर सके, तो हम वहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर यूज में ले सकते हैं जो हमें काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, जिसका नाम है वीवली, VEEVELY। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट जो कमांड था वो शो हो रहा है। तो बेसिकली हम क्या वीवली को यूज में लेके कोई भी पेलोड जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने का प्रोसेस क्या है, हमें वीवली लिखना है, वीवली लिख के अगर एंटर करते हैं तो हम यहाँ इसकी हेल्प देख पा रहे हैं, और हेल्प में हमें बता रहा है
कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। अगर हमें सेशन कनेक्ट करना है तो हम ये यूज़ में लेंगे, यहाँ पे ऊपर वाला जो है इसको यूज़ में लेंगे अगर कोई कमांड रन करना है, एंड यहाँ पे अगर कोई पेलोड जनरेट करना है तो हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, जो कि कैसा है कि हमें यहाँ पे वीवली एंड जनरेट लिखना है। हम Ctrl+Shift+C से कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। वीवली जनरेट के बाद हमें एक पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड लिखना है, तो ओके हमने एक पासवर्ड लिख दिया। एंड पासवर्ड के बाद हमें फाइल की लोकेशन बतानी है कि इसका आउटपुट कहाँ स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे लोकेशन लिख देते हैं होम WS3 डेस्कटॉप, एंड देन एक फाइल का नेम रख देते हैं। नेम हम रखेंगे WS3.php। सो यहाँ पे बेसिकली एक PHP पेलोड जनरेट करेगा, एंड हमें ये देखना है क्या ये PHP पेलोड कोई एंटीवायरस के जरिए ट्रैक करा जा सकता है कि नहीं। तो हम एंटर करेंगे, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पेलोड था वो जनरेट हो चुका है। तो आइए चलते हैं हमारे वायरस टोटल पे, एंड यहाँ पे हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे। सो WSCube.php जो हमने फाइल का नाम रखा था उसे हम ओपन कर लेंगे, कंफर्म अपलोड करेंगे, एंड यहाँ पे जो स्कैनिंग है वो स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसा आता है, क्या हमने जो पेलोड बनाया है ये किसी एंटीवायरस के द्वारा कैच होगा या नहीं, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो स्कैनिंग की रिपोर्ट है ये कंप्लीट हो गई है, और हमें यहाँ पे शो हो रही है कि केवल एक एंटीवायरस इसे स्कैन कर पाया है, बाकी कोई भी एंटीवायरस जो है बेसिकली इसे स्कैन नहीं कर पाया कि ये एक मैलिशियस प्रोग्राम है। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स हम आगे बनाते जाएंगे, पेलोड्स बनाएंगे जो बेसिकली किसी के द्वारा डिटेक्ट नहीं होंगे, और इनसे सेफ कैसे रहा जा सकता है। तो उसका एक ही प्रोसेस है, कोई भी मैलिशियस फाइल एप्लीकेशन मेल के जरिए किसी भी जरिए आए आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, आपको अपने सिस्टम में एक्सेस नहीं देना उस फाइल को। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम देखने वाले हैं व्हाट इज स्नाइफिंग, स्नाइफिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें सीखेंगे। व्हाट इज स्नाइफिंग, एक्टिव स्नाइफिंग टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ स्नाइफिंग, एंड प्रोटोकॉल्स वल्नरेबल टू स्नाइफिंग, यानी वो प्रोटोकॉल जो वल्नरेबल होते हैं स्नाइफिंग से। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, जो कि है व्हाट इज स्नाइफिंग, स्नाइफिंग क्या है। इसको समझने के लिए फ्रेंड्स हम कुछ पॉइंट्स पर नजर डालेंगे, और उन पॉइंट्स पर देखते देखते हम समझ जाएंगे कि ये स्नाइफिंग एग्जैक्टली है क्या। मॉनिटरिंग, अब मॉनिटरिंग क्या होता है। हमारी क्लास, हम क्लास में बैठते हैं, हम जब स्कूल्स में थे, हम जब क्लासेस में बैठते थे तो हमारे क्लासेस में एक मॉनिटर होता था जो बेसिकली ध्यान रखता था कौन क्या कर रहा है। टीचर की एब्सेंस में वो सब कुछ ध्यान रखता था कि भाई सब लोग सही से काम कर रहे कि नहीं कर रहे, कोई शैतानी ना करे। हमारे जैसे कुछ बच्चे थे जो ज्यादा शैतानी ना करे, तो मॉनिटरिंग करता था। तो मॉनिटरिंग में क्या हो रहा है, वो ध्यान रख रहा है कि कौन क्या क्या काम कर रहा है, यानी कुछ भी हो रहा है तो उसकी नजरों के सामने हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग। तो ऐसे ही यहाँ पे जब एक सिस्टम को मॉनिटर करा जाता है, यानी ध्यान रखा जाता है कि उस सिस्टम में क्या पैकेट आ रहा है, क्या जा रहा है, और सिस्टम क्या प्रोसेस कर रहा है, तो वो ध्यान रखने के प्रोसेस को मॉनिटरिंग कहा जाता है। देन कैप्चरिंग, कैप्चरिंग क्या होता है, यानी किसी चीज को कैप्चर करना। आप फोटो खींच रहे हो, आप अपनी जो मेमोरी है उसको कैप्चर कर रहे हो कि भाई मैं इस वक्त यहाँ पे ये पहना हुआ था, या फिर मैं इस जगह के पास खड़ा था, जो भी मेमोरी आपकी है उसको आप स्टोर कर रहे हो। आप किसी चीज को कैच कर रहे हो, आप बॉल कैच कर रहे हो, आप कुछ कैप्चर कर रहे हो। मतलब कोई भी आप काम करते हैं, किसी चीज को सेव करते हैं, तो उसको कहते हैं कैप्चर करना। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो भी चीज मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी जो भी चीज देख रहा था, समझ रहा था कि कौन क्या क्या कर रहा है, उन सबको स्टोर करने को हम कहेंगे कैप्चरिंग करना। देन आता है डेटा पैकेज, यानी कैप्चर क्या कर रहा है, ये डेटा पैकेज कर रहा है। अब एक सिस्टम क्या काम करेगा, या तो उसके पास कोई डेटा आ रहा होगा, या उससे कोई डेटा जा रहा होगा, या वो किसी डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहा होगा। तो ये जो तीनों चीजें हैं ये हो किस पे रही है, डेटा पे हो रही है। तो ये कैप्चर क्या करेगा, ये डेटा पैकेज को कैप्चर करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेस एंटायर नेटवर्क ट्रैफिक, यानी अब मॉनिटर क्या करता था, पूरी क्लास पे नजर रखता था। एग्जैक्टली ऐसा ही यहाँ पे स्नाइफिंग में ये जो भी एंटायर नेटवर्क है उसको एक्सेस कर लेता है, यानी जितना भी नेटवर्क है ये उस पर नजर रखता है। उसके बाद है गैदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नाउ ये पार्ट उस मॉनिटर से कुछ अलग है। जैसे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम सारे आते हुए पैकेज और जाते हुए पैकेज को देख सकते हैं, सिस्टम में जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड काम हो रहा है उन सबको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, कुछ बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन। लाइक आप अगर किसी वेबसाइट पे जाते हैं, अपना आईडी पासवर्ड लिख के उस रिक्वेस्ट को सबमिट करते हैं, यानी आप सबमिट करेंगे तो क्या होगा, एक पैकेज जनरेट होगा जहां पे आपका आईडी और पासवर्ड होगा, और वो पैकेज जाएगा हमारे सर्वर के पास। तो जब ये पैकेज सर्वर के पास जा रहा था, उसी बीच अगर यहाँ पे किसी ने उस पैकेट को रीड कर लिया तो उसके पास आपका आईडी और पासवर्ड पहुंच जाएगा, यानी वो आपका आईडी और पासवर्ड रीड कर लेगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली स्नाइफिंग में जब हम मॉनिटरिंग करते हैं, यानी एक सिस्टम पे हम जब प्रॉपर नजर रख रहे हैं, उसके आते जाते सारे पैकेज को कैप्चर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं,
तो हम उन पैकेज को पढ़ भी तो सकते हैं और उन पैकेज में हम काफी अच्छी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो हम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। उसके बाद हम कैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं वो यहाँ बताया हमने कि हम टेलनेट बेसिकली बहुत ही वर्नेबल रहता है एक सिस्टम में। एक ऐसी सर्विसेज जो काफी ज्यादा वर्नेबल रहती है, तो उसके पासवर्ड जो है वो बेसिकली विदाउट एनी इंक्रिप्शन मूव करते हैं, तो हम वो कैप्चर कर लेते हैं। ईमेल ट्रैफिक, जो भी ईमेल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उन ट्रैफिक्स को भी हम कैप्चर कर लेते हैं। डीएनएस ट्रैफिक्स को भी कैप्चर करते हैं, यानी जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज होती है उनको कैप्चर कर ही रहे हैं हम। तो एक सिस्टम में जितने भी नेटवर्किंग से रिलेटेड काम हो रहे हैं, केवल इंटरनेट की बात नहीं कर रहा फ्रेंड्स, में ब्लूटूथ पे किसी भी डिवाइसेस के जरिए अगर कोई पैकेट यहाँ का वहाँ ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा है, तो वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं स्नाइफिंग के अंदर। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको स्नाइफिंग समझ आ गया होगा। स्नाइफिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम की कंप्लीट नेटवर्किंग को हम मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें जो भी डेटा पैकेट्स हैं जो आ रहे हैं या जा रहे हैं उनको स्टोर कर रहे हैं और बाद में उनको रीड कर रहे हैं और उनके अंदर बेसिकली हमें सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये होता है स्नाइफिंग। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो हमारा है हाउ एन अटैकर हैक्स द नेटवर्क यूजिंग स्नाइफिंग। अब हमने समझा एक मॉनिटर का एग्जांपल लेके कि पूरी उस पर मॉनिटरिंग कर रहा है, वो बेसिकली सारे डेटा को रीड कर सकता है, वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है, पर ये परफॉर्म कैसे करा जाता है इसको एक बार थ्योरेटिकली समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले एक अटैकर क्या करेगा कि जो भी स्विचिंग पोर्ट है, यानी जो भी पोर्ट्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इथरनेट से नेट चला रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो इथरनेट केबल जो है वो मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो। अगर लोकल एरिया नेटवर्क है, वाईफाई से नेट चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा मैं उस वाईफाई में जुड़ जाऊं, यानी मैं अपने सिस्टम को कैसे भी करके वो जो सिस्टम्स का ऑल ओवर नेटवर्क है उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा, उस नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करूंगा जिसपे बाकी के सिस्टम्स काम कर रहे हैं। तो पहला प्रोसेस है कि अपने सिस्टम को सिस्टम से जोड़ना, यानी जो पोर्ट है, जो भी स्विच है उससे जुड़ जाना। सेकंड मैं करूंगा बेसिकली एक डिस्कवरी टूल रन करूंगा जो कि उस नेटवर्क की टोपोलॉजी को समझेगा। इसको करने के लिए अगर कुछ कमांड्स भी मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली भी बताऊंगा मैं आपको। अगर मैं लिखता हूं नेट डिस्कवर तो मेरे को बताएगा कि मेरे से कितने लोग जुड़े हुए हैं, और अगर मैं ट्रेस रूट करता हूं तो वो ये बताएगा कि एक पैकेट कितने सिस्टम से होते हुए जा रहा है। यानी मैं ये समझना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी सिस्टम इस लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़े हैं ये काम कैसे कर रहे हैं, जो कि हमें काफी अच्छा आइडिया हो ही गया है कि जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सबसे पहले एक सिस्टम से जाएगा राउटर के पास, देन राउटर से जाएगा वो इंटरनेट पे, और वहां से रिस्पॉन्स आएगा तो राउटर के पास आएगी, देन राउटर हुईज करेगा एंड उसके बाद उस सिस्टम पे उस रिस्पॉन्स को फॉरवर्ड करेगा। तो ये हमने सारा प्रोसेस समझा था नेटवर्किंग के सेशन में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम किसी टूल को रन करके उस नेटवर्किंग के प्रोसेस को एक बार समझ लेंगे कि हाँ ये इस आईपी के जरिए, इस सिस्टम के जरिए ऐसे प्रोसेसिंग कर रहा है पैकेट्स को। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे विक्टिम मशीन को, यानी हम ये देखेंगे कि अब हमें किसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, यानी मॉनिटरिंग एग्जैक्ट किस सिस्टम की करनी है। वो गैदर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम पॉइजन करेंगे उसकी मशीन को एआरपी स्पूफिंग के जरिए। अब ये कैसे होगा, एआरपी पैकेज क्या होती है एक बार फिर समझ लेते हैं फ्रेंड्स। एआरपी पैकेज क्या होती है, एक राउटर जो होता है, जो हमारा नेट प्रोवाइडर है, वो हर कुछ सेकंड्स में एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजता है, और एआरपी रिक्वेस्ट में क्या लिखता है, वो लिखता है हु इज और आगे एक आईपी। लाइक उसने बोला हु इज 192.168.1.40, तो इनमें से अब काफी सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं उस राउटर से, उनमें से कोई ना कोई एक बोलेगा कि यस आई एम 192.168.1.40। तो जैसे ही वो बोलेगा कि हाँ भाई मैं हूं वो आईपी जिसके एंड में 40 है, तो वो उसकी जो डिटेल्स है वो अपनी टेबल में अपडेट कर देगा। ऐसे ही जो सिस्टम है प्रॉपर काम कर रहा था। तो एआरपी रिक्वेस्ट ऐसी खूब सारी जनरेट होकर जाती है कि हु इज 40, हु इज 41, हु इज 42, एंड इनमें से जो भी सिस्टम की आईपी होती है वो बोलता है यस आई एम 41, आई एम 42। तो ऐसे ही ये प्रोसेस चल रहा था। अब नाउ एक अटैकर आया, उसने क्या किया, अब मान लीजिए कि जैसे ही उसने बोला हु इज 40, तो एक सिस्टम था जो 40 था, मतलब यहाँ पे ये जो सिस्टम है इसकी आईपी थी 40, 192.168.1.40। मैं लास्ट की जो है वो बता रहा हूँ डिजिट्स, तो इसकी अगर 40 थी, पर एक अटैकर ने क्या कहा, जैसे ही राउटर ने बोला हु इज 192.168.1.40, अटैकर ने बीच में आके बोल दिया आई एम 1.40। तो जैसे ही अटैकर ने बोला कि आई एम 1.40, तो यहाँ पे इसने वो जो रिस्पॉन्ड था या जो भी रिक्वेस्ट आई थी उसका बदला को जो रिस्पॉन्ड आना था वो उसने यहाँ पे उसको शेयर कर दिया, अपनी टेबल में अपडेट कर दिया कि जो भी मेरे को डेटा भेजना है वो उसको भेजना है, और उसको उसने वहां से हटा दिया। उसको या तो उसने दूसरी आईपी अलॉट करने का सेटअप दे दिया या फिर उसको थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट करा, और जैसे ही डिस्कनेक्ट करा इसको वो आईपी अलॉट हो गई। इस प्रोसेस के जरिए इसने आईपी स्पूफिंग कर दी, यानी इसकी आइडेंटिटी अब इसने ले ली। अब यहाँ पे इसकी जो भी आइडेंटिटी थी, जो भी इसके पास रिस्पॉन्स आना था वो अब इसके पास है। तो पहले इसने आईपी स्पूफिंग कर दी, यानी एआरपी स्पूफिंग करी, जैसे ही एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल
यानी एक प्रोटोकॉल यानी एक रिक्वेस्ट आई कि हु इज 41, इसने बोल दिया मैं हूं। उसके बाद इसने क्या किया देखते हैं, द ट्रैफिक डेस्टिनेशन फॉर द विक्टिम मशीन इज रीडायरेक्टेड टू द अटैकर। अब जैसे ही इसने यहाँ पे स्पूफिंग कर दी तो अब क्या हो रहा है, जितना भी ट्रैफिक था, जो भी रिस्पॉन्सेज आने चाहिए थे इस यूजर के पास, वो इस पे ना आके इस अटैकर के पास जा रहे हैं। तो वो ही यहाँ पे बता रहा है कि जितना भी डेटा, जितना भी रिस्पॉन्ड आना चाहिए था इन यूजर्स के पास, वो इनके पास ना आके इस अटैकर के पास जा रहा है, जस्ट बिकॉज ये बता रहा है कि मैं ही 40 हूँ, मैं ही 41 हूँ, या जो भी इसकी विक्टिम है उसकी आईपी लेके ये बोल रहा है कि मैं हूँ आईपी। तो ऐसे इसके पास सारा डेटा आ गया। उसके बाद वो क्या करेगा, वो जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है, क्योंकि अब उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है, यानी अगर मैंने आईडी पासवर्ड डाल के सेशन लॉगिन करा था, तो जब वहां से रिस्पॉन्ड आई तो उन्होंने मेरे को क्या एक सेशन टोकन दिया था, तो मेरे को आईडी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं थी उसके बाद। क्यों? क्योंकि आईडी पासवर्ड वेरीफाई करने के बाद उनने एक सेशन टोकन जनरेट करके दिया कि हाँ भाई ये यूजर अब वैलिड है और अब ये इस अकाउंट को चला सकता है। तो जैसे ही वो रिस्पॉन्ड आई तो मेरे को तो आईडी पासवर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वो रिस्पॉन्ड आई मैंने एआरपी स्पूफिंग कर दी और वो रिस्पॉन्ड आई सीधा मेरे पास, और वो रिस्पॉन्ड रन हुई और बेसिकली मैंने उस साइट को, उस पेज को लॉगिन कर लिया। तो यहाँ पे जो भी इसने इंफॉर्मेशन गैदर करी थी उसको उसने रीड करा, उसने ये देखा कि भाई एक्सेस टोकन क्या है, उसने ये देखा कि इसने जब रिक्वेस्ट जनरेट हो रही थी तब उसने क्या आईडी पासवर्ड डाला था, उसने ये देखा उसने अपने क्रेडिट कार्ड या किसी और की डिटेल्स क्या क्या डाली थी, यानी जो भी चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है वो सबको मॉनिटर कर रहा है। तो यहाँ पे वो मॉनिटर करी हुई इन्फॉर्मेशन जो इसने कैप्चर करी है उसको रीड कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये है एक अटैकर का कंप्लीट प्रोसेस, और इससे बच के रहना बहुत जरूरी है। इससे बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं आइए समझते हैं। उससे पहले हम एक बार ये भी देख लेते हैं कि एक्टिव स्कैनिंग की टेक्निक्स क्या क्या है, यानी हमें किस किस चीजों से बचना है उसको समझने के लिए पहले हम ये भी देख लेंगे कि क्या क्या अटैक्स हो सकते हैं। सबसे पहला है मैक फ्लडिंग। मैक फ्लडिंग क्या है बेसिकली, यानी मैक एड्रेस की फ्लडिंग करना, यानी ये बता देना कि ये पर्सन ये नहीं है मैं हूं, और आइडेंटिटी अपनी मैक एड्रेस चेंज कर लेना, अपनी मैक एड्रेस को स्विच कर लेना किसी और के मैक एड्रेस से, या फिर इतने सारे मैक एड्रेस चेंज करना कि जो उसकी टेबल है वो फुल हो जाए। तो ये बेसिकली होता है मैक फ्लडिंग। यानी जैसे ही हम आईपी के साथ कर रहे थे, एआरपी रिक्वेस्ट के साथ कर रहे थे, जब एआरपी रिक्वेस्ट आई थी तो हमने क्या बोला कि मैं हूं 192.168.1.40, वैसे ही यहाँ पे मैक एड्रेस में हम कर रहे हैं। जैसे ही कोई सिस्टम की जो मैक एड्रेस कनेक्शन होता है, जब मैक एड्रेस वैलिडेशन होता है, तो वहां पे हम बोल रहे हैं कि हम ये सिस्टम ना होके हम ये सिस्टम है, यानी हम किसी और की मैक एड्रेस खुद से दिखा रहे हैं। तो ये भी हम कर सकते हैं बिकॉज हमने मैक एड्रेस चेंज करने की वीडियोस देखे हैं, हम कैसे मैक एड्रेस चेंज कर सकते हैं हमारा। देन डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस पॉइजनिंग हो सकती है। उसके बाद एआरपी पॉइजनिंग जो आपने देखी कि एआरपी जो रिक्वेस्ट आती है उसमें कैसे पॉइजनिंग कर सकते हैं। डीएचसीपी अटैक्स कर सकते हैं, और जो पोर्ट स्टीलिंग है वो भी कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों से हम बेसिकली जो स्नाइपिंग है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ स्नाइपिंग। स्नाइपिंग जो है कितने तरीके की होती है, दो तरीके की स्नाइपिंग होती है। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग थी वैसी ही कुछ स्नाइपिंग भी है। स्नाइपिंग दो तरीके की होती है, एक्टिव स्नाइपिंग, एक पैसिव स्नाइपिंग। यानी ये जो एक्टिव स्नाइपिंग है इसमें क्या हो रहा है कि हम डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, हु इज जो रिक्वेस्ट आ रही है, यानी जो एआरपी रिक्वेस्ट आ रही है उसके अंदर हम ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं कि हम हैं, और प्रॉपर्ली सबके सामने ओपनली हम जो है अटैकर एज अटैकर दिख रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्टिव स्नाइपिंग। उसके बाद आता है पैसिव स्नाइपिंग। पैसिव स्नाइपिंग यानी हम बहुत संभल के काम कर रहे हैं, हो सकता है हम उस नेटवर्क से कनेक्ट भी नहीं हुए, हम उसे दूर से मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे पैसिव स्नाइपिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ प्रोटोकॉल्स है जो हमें बताएंगे कि वल्नरेबिलिटी कहाँ कहाँ होती है। यानी हमारे सिस्टम में सब कुछ प्रोटोकॉल्स पे जो ट्रांसफर हो रहा है डेटा किसी न किसी प्रोटोकॉल पे हो रहा होगा, तो हर प्रोटोकॉल पे कुछ ना कुछ काम हो रहा है जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी मदद कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि स्नाइपिंग से कौन कौन से ऐसे प्रोटोकॉल्स है जो वल्नरेबल होते हैं, यानी किन प्रोटोकॉल्स पे स्नाइपिंग बहुत आसानी से करी जा सकती है। तो ध्यान से समझिएगा, देखते हैं। टेलनेट एंड रीलॉगिन। तो बेसिकली आर लॉगिन जो है, यहाँ पे ये जो वल्नरेबिलिटीज है स्नाइपिंग की ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद एचटीटीपी स्नाइपिंग करा जा सकता है, बिकॉज इसमें जो भी डेटा जाता है, आपको पता है एचटीटीपी में जो भी डेटा एक जगह से दूसरे जगह मूव हुआ है वो क्लियर टेक्स्ट में जाता है, इंक्रिप्शन में नहीं होता। इसीलिए तो हमने एसएसएल सर्टिफिकेट यूज करके उसको एचटीटीपीएस बनाया, ताकि जो भी डेटा अब एक रिक्वेस्ट में या रिस्पॉन्स में ट्रांसफर हो रहा हो वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में हो, हर कोई उसे रीड ना कर सके। तो एचटीटीपी है जो वल्नरेबल होता है स्नाइपिंग से। पीओपी होता है, आईमैप भी होता है, एसएमटीपी एंड डबल एनटीपी भी वल्नरेबल होता है स्नाइपिंग के लिए, और एफटीपी हमारा जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है वो भी स्नाइपिंग में वल्नरेबल होता है। तो हमें इन प्रोटोकॉल्स पे ध्यान रखना चाहिए कि या तो ये प्रोटोकॉल्स ऑन ना हो अगर इनका नीड नहीं है तो, और अगर ये ऑन है भी तो इनमें जो टैग्स मूव कर रहा है उनकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करे कि वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में मूव हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो टैग्स इंक्रिप्टेड नहीं मूव होता है।
इसी वजह से ये सारे प्रोटोकॉल्स वल्नरेबल। अब अगर एचटीटीपी था तो एचटीटीपी में जो भी हमारा टेक्स्ट जो था वो मूव हो रहा था विदाउट एनी इंक्रिप्शन, तो कोई भी अगर उससे कैप्चर करता है बीच में तो पढ़ सकता है, और कैप्चर करना भारी काम नहीं है फ्रेंड्स। जरूरी ये था कि जो टेक्स्ट जा रहा है वो एनक्रिप्टेड हो, तो अगर कोई बीच में कैप्चर कर भी ले तो उसे डिक्रिप्ट करते करते काफी ज्यादा टाइम लग जाए और वो हमारी उस डिटेल्स को नहीं ले पाए। तो इस प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट ऐड करा, इसको एचटीटीपी के जरिए एचटीटीपीएस बनाया। लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहां हम देखने वाले हैं कि हम मैक स्पूफिंग एंड फ्लडिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर इन दोनों से होता क्या है, बेसिकली इनका यूज क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पे हम देखेंगे कि मैक स्पूफिंग और फ्लडिंग क्या है। तो स्पूफिंग फ्रेंड्स क्या है, बेसिकली स्पूफिंग क्या होता है, हम बेसिकली क्या करते हैं कि हमारी मैक एड्रेस को चेंज करके किसी भी विक्टिम की मैक एड्रेस जैसा दिखाते हैं, ताकि उसके पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है या उसके नाम की जो टेबल अपडेट थी वो भी अपडेट हो जाए। हम मैक स्पूफिंग के साथ साथ आईपी स्पूफिंग भी करते हैं, जिसमें बेसिकली हम हमारी आईपी विक्टिम की आईपी जैसी रख लेते हैं एंड विक्टिम का मैक एड्रेस जैसा हमारा मैक एड्रेस रख लेते हैं, और उसके बाद विक्टिम को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हम विक्टिम की जो भी अथॉरिटी थी वो ले लेते हैं उसके नेटवर्क में, उसको हटा के। तो ये बेसिकली स्पूफिंग का काम हो रहा है। और फ्लडिंग क्या होगा, फ्लडिंग का मतलब है कि हम इतनी सारी चीजें, इतने सारे पैकेज किसी जगह पे भेज दे जहां पे वो परफॉर्म करना, उसका जो काम था वो करना अच्छे से बंद कर दे। यानी मैक फ्लडिंग में हम क्या करेंगे, हम हमारे मैक एड्रेस को इतनी ज्यादा बार चेंज करेंगे कि जो हमारा इथरनेट की जो टेबल या जिस भी हम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े हुए, वाईफाई हो चाहे इथरनेट हो, वहां पे जो टेबल क्रिएट हो रही है, जो हमारा रिकॉर्ड रख रही है कि कौन सी आईपी किस सिस्टम के पास है, उसका मैक एड्रेस क्या है, वो ओवरराइट होती जाएगी। और वो इतनी ज्यादा ओवरराइट हो जाएगी कि वो फुल हो जाएगी और बाकी के जो यूजर्स है उनको ऐड नहीं कर पाएगी। तो इसको हम कहते हैं मैक फ्लडिंग। तो हम सबसे पहले मैक स्पूफिंग जो है, यानी मैक एड्रेस चेंज करना, किसी भी विक्टिम जैसा रखना, उसको परफॉर्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम हमारी काली मशीन ऑन कर लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स हमको बेसिकली क्या करना है, पहले देखना है कि हमारे साथ यूजर्स कितने हैं। तो उसके लिए हम जो है हमारे टर्मिनल को ओपन करेंगे, यहाँ रूट परमिशंस देंगे एंड हम यहाँ पे लिखेंगे नेट डिस्कवर, एंटर कर देंगे। तो नेट डिस्कवर लिखते ही बेसिकली जितने भी यूजर्स हमसे कनेक्टेड हैं, जिनकी आईपी और मैक एड्रेस है, वो सबके सब यहाँ पे हमें शो होने लग जाएंगे। तो जितने यूजर्स यहाँ पे ऐड होंगे वो सब हमें यहाँ पे शो होंगे। तो हमें उन्हीं में कोई ना कोई चेंजेस करने हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें बेसिकली जो है हमारा राउटर जो होगा, यानी जो भी आपका राउटर होगा वो आपको शो होगा, बिकॉज उसकी आईपी जो है वो डिफॉल्ट गेटवे की है 1 आ रही है, सो वो आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है उसकी जो मैक एड्रेस और आईपी आ रहा है, और थर्ड जो होगा वो मेरे खुद के सिस्टम का होगा। तो फिलहाल हमें ये दो चीजें दिखी, तो हम एक न्यू टैब खोल लेते हैं, यहीं पे रूट परमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हमारा राउटर ही क्यों ना हो या फिर हमारा मेन सर्वर ही क्यों ना हो, कि हमें जो बेसिकली 922.2 है वो हमारा राउटर है और डिफॉल्ट गेटवे है जो बेसिकली 1 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो मैक एड्रेस है क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं, यानी हम हमारे मैक एड्रेस को क्यों ना इसके जैसा रख लें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इसकी अथॉरिटी ले पाएंगे। आईपी स्पूफिंग बेसिकली अभी हम नहीं करेंगे, बट ये टिपिकल नहीं है, हमारे लिए बहुत ईजी काम है। हम वीपीएन प्रॉक्सी सब खुद से सेट कर सकते हैं। तो आईपी उसी का पार्ट है, आईपी में बेसिकली हम इसी की वीपीएन में यही डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब मैक एड्रेस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए है ये मैक एड्रेस। ओके, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हम जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पे मैक चेंजर के पास, जो बेसिकली हमने पहले भी यूज किया है। हमने हमारी स्क्रिप्ट बनाई थी जो हर स्टार्टअप पे हमारा मैक एड्रेस चेंज करेगा, आप सेटिंग अप लैब में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक चेंजर एंड बेसिकली मैक चेंजर लिखते हैं हम एंटर करेंगे, ताकि हम इसकी हेल्प देख सकें और ये समझ सके कि हम हमारा मैक एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अब हमें क्या करना है। हम नहीं चाहते कि हमारे एंडिंग का पार्ट चेंज हो, हम बस चाहते हैं कि हम जो मैक एड्रेस दे रहे हैं एग्जैक्टली वो चेंज हो जाए। सो हम बेसिकली यहाँ पे जो -m फंक्शन है, जो बेसिकली बोल रहा है आप खुद के हिसाब से मैक एड्रेस सेट कर सकते हैं, हम उसका यूज लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले मैक एड्रेस किसका चेंज करना है, हमको ETH0 का। अगर आपको चेक करना है अभी का आपका मैक एड्रेस क्या है, तो आप ifconfig लिख सकते हैं, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी आप जो नेट चला रहे हो इथरनेट से चला रहे हैं, यहाँ पे उसकी आईपी शो हो रही है एंड यहाँ पे जो बेसिकली आपका है मैक एड्रेस वो शो हो रहा है यहाँ पे। सो आपका जो मैक एड्रेस है वो 51.23, जो लास्ट डिजिट है वो 51.23 है, आपको इसको चेंज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे मैक चेंजर -e यानी इंटरफेस हमारा ETH0, आप देख सकते हैं यहाँ पे ETH0 दिखा रहा है आप लोगों को भी। आप लोगों का ETH1 भी हो सकता है, अगर आप वाईफाई से चला रहे हो तो LAN 0 LAN 1 होगा, बट उसको चेंज करने का प्रोसेस जो है मैंने आपको पहले भी बता रखा है
कि हम बेसिकली वाईफाई स्टिक को डाउन करेंगे, उसके बाद उसमें हम जो है उसका हार्डवेयर एड्रेस चेंज करेंगे, HW लिख के, ETHER लिख के, एंड वहाँ पे जो है मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक चेंजर, उसके बाद हमें एक मैन्युअल मैक एड्रेस सेट करना है तो -m लिखेंगे, उसके आगे जो हमें मैक एड्रेस रखना था वो लिख देंगे, एंड हम लिखेंगे ETH0, कहाँ पे चेंज करना है, इंटरफेस का नाम क्या है, ETH0, हम एंटर करेंगे। तो अब हम देख सकते हैं बेसिकली हमारा करंट मैक एड्रेस है जो चेंज हो चुका है। सो आपको ये विजिबल होगा कि जो हमारा करंट मैक एड्रेस है वो चेंज हो गया है। सो आप देख सकते हैं बेसिकली कि जो हमारा न्यू मैक एड्रेस है वो चेंज हो गया है, बट हमारा करंट मैक एड्रेस चेंज करने के लिए हमें इस कमांड को एक और बार रन करना पड़ेगा, तो हम एक और बार रन करेंगे और अब हम देख सकते हैं कि जो हमारा करंट मैक एड्रेस है वो चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो भी हमने करा है इसको मैक स्पूफिंग कहते हैं, यानी हमने किसी और का जो मैक एड्रेस था वो खुद रख लिया है। और अगर मैं अब नेट डिस्कवर करूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली कि जो थर्ड जो डिवाइस था वो अब यहाँ नहीं आ रहा है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमने मैक स्पूफिंग कर दी है। तो यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस जो है वो थर्ड डिवाइस की जगह आ गया है। अब हमारा मैक एड्रेस ये है, अगर हम IF कॉन्फ़िग लिखें तो आप देख सकते हैं हमारा मैक एड्रेस चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था मैक स्पूफिंग। अब नाउ मैक फ्लडिंग ये कैसे काम करेगी। सो स्टूडेंट्स मैक फ्लडिंग के लिए अब हम क्या करेंगे, मैक फ्लडिंग के लिए हम एक टूल यूज लेंगे जो कि है मैक ऑफ। तो जैसे आप मैक ऑफ लिख के एंटर करेंगे यहाँ पे ये मैक फ्लडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। और अगर आपके केस में PD4 इंस्टॉल नहीं है तो आप मैक ऑफ लिखते ही जैसे ही एंटर करेंगे आपको बता देगा कि आपको aptget इंस्टॉल DNSSNIF जो है उस कमांड को रन करना है ताकि मैक ऑफ जो उसका फंक्शन है वो काम कर सके। सो ये उसको इंस्टॉल कर लेगा, आपको येस करना है, रूट परमिशंस देके वो अपना इंस्टॉलेशन इसका कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन जब हमें ये दिख रहा है मैक ऑफ जो है ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। तो हमें बेसिकली इसको यूज करने के लिए यहाँ पे मैक ऑफ लिखना है, देन हम यहाँ पे -i लिख के जो हमारा इंटरफेस है जो बेसिकली हमें यूज हो रहा है जिसके जरिए हम नेट चला रहे हैं, भरी वो LAN 0 हो या ETH0 उसका नाम देना है। तो यहाँ पे हमने वो दे दिया है एंड -d का यूज लेके हमें यहाँ पे मेंशन करना है जो हमारे डिफॉल्ट गेटवे का है, यानी जो हमें IP प्रोवाइड कर रहा है, जो हमारा राउटर है उसकी IP हमें यहाँ डालनी है, बिकॉज वही उस टेबल को कंटेन करता है, वही देखता है कि इस टेबल में वही उस टेबल को अपडेट करता है और अपने पास रखता है। तो हम चाहते हैं उसी टेबल में लगातार इतने सारे मैक एड्रेस हम दें कि वो बेसिकली टेबल फुल हो जाए और वो मिसबिहेव करने लग जाए। तो इसको हम कहेंगे मैक स्पूफिंग, तो इसको हम कहेंगे मैक फ्लडिंग। तो मैक फ्लडिंग ट्राई करने के लिए हमने क्या किया है, हमने मैक ऑफ लिखा है, बाद में हमने हमारे इंटरफेस का नाम दिया है एंड देन -d लगा के हमने जो हमारा राउटर था उसकी IP बताई है। और यहाँ पे जो लास्ट में आप -n देख रहे हैं ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है, आप कितनी रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, कितनी बार मैक एड्रेस चेंज करके उसको अपडेट करना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 लिखता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मैक एड्रेस चेंज हो रहा है दूसरे मैक एड्रेस पे और ये सारी डिटेल जारी है जो कि हमारा राउटर है उसके पास। तो ऐसे ही आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैक फ्लडिंग करने के लिए आप बेसिकली चाहें तो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हटा दीजिए, आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा लगातार फ्लडिंग हो रही है। इससे जो उनकी टेबल है वो टेबल फुल हो जाएगी जहां पे वो IP और मैक एड्रेस को रिकॉर्ड कर देते हैं और उससे वो मिसबिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी अदर्स यूजर्स को डिस्कनेक्ट कर सकता है, अदर्स यूजर्स को ऐड नहीं होने देगा, ऐसी कुछ मिसबिहेव करेगा। लोगों के लिए वीडियो लेके आए जहां पे आज हम हैकिंग DHCP एंड MITM मैन इन द मिडल अटैक को ट्राई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं। वो 4 चीजें क्या है, DHCP फ्लडिंग, सेटअप DHCP रोग, MITM अटैक यानी मैन इन द मिडल अटैक एंड स्नाइपिंग विद वायरशार्क। तो आज हम ये चारों चीजें करने। तो फ्रेंड्स हम हमारी काली मशीन को स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे हम जो बेसिकली है सबसे पहले DHCP फ्लडिंग करेंगे। DHCP फ्लडिंग क्या होती है फ्रेंड्स, जब एक सिस्टम एक लोकल नेटवर्क एरिया से कनेक्ट होता है तो बेसिकली राउटर क्या करता है, उसकी फाइल बना के रखता है, प्रॉपर उसकी IP उसका मैक एड्रेस सब रिकॉर्ड रखता है। तो जब ऐसे ही अगर आपका राउटर DHCP कॉन्फ़िगर्ड है, वो DHCP रिकॉर्ड रख रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आप अगर किसी भी राउटर पे लगातार खूब सारे रिकॉर्ड चेंज करेंगे तो जो आपका राउटर है उसकी वो टेबल फुल हो जाएगी और वो किसी को भी नई IP असाइन नहीं कर पाएगा। वो बेसिकली अपना जो काम है DHCP वो करना बंद कर देगा। तो इसको अपन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं आइए देखते हैं। हम हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, रूट परमिशन देंगे हम एंड यहाँ पे हम एक टूल इंस्टॉल करेंगे। तो हम लिखेंगे apt get install YRSINIA। ये बेसिकली एक ऐसा टूल है जो हमें GUI वर्जन भी सपोर्टेबल देता है एंड इस टूल के अंदर हम किसी भी जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस होती है उनमें फ्लडिंग कर सकते हैं और काफी सारी चीजें जो बेसिकली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इस टूल के जरिए आज हम देखेंगे, हमारे जितने भी आगे के स्टेप्स है वो इसी के जरिए हम फॉलो करेंगे। apt get install यर्सनिया कर लेना है, ये बेसिकली YRSINIA जो लिखा हुआ है।
तो आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको यस का ऑप्शन बोलेगा, आप यस करेंगे एंड देन बेसिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आइए इसे रन करते हैं। इसे रन करने के लिए एक बार मैं नॉर्मली इसको लिख के एंटर करूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बेसिकली इसके साथ कोई ऑप्शन यूज में लीजिए। और अगर मैं डैश एच लेता हूँ तो ये मेरे को बताएगा कि इसके साथ क्या-क्या ऑप्शन है, आप इसे कैसे यूज में ले सकते हैं। फिलहाल हमें इतना नहीं करना है, हमें बस इसका ग्राफिकल वर्जन यूज में लेना है, तो मैं कैपिटल जी लिखूंगा एंड एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो GUI वर्जन है ये हमारे सामने ओपन हो गया है, इसका ये जो प्लेटफॉर्म है GUI। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, DHCP फ्लडिंग टेस्ट करनी है हमें। DHCP फ्लडिंग हम कैसे परफॉर्म करेंगे, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। हमें बस यहाँ पे जो DHCP आपको दिख रहा है इस पे जाना है, लॉन्च अटैक पे क्लिक करना है एंड सबसे पहले हमें जो नॉर्मल रॉ पैकेट है उसे सेंड करके देख लेंगे कि सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये DHCP इनेबल है कि नहीं। तो मैं ओके करूंगा एंड देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई जिसमें सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी हमें बता रहा है एंड यहाँ पे जो बेसिकली इसके फ्लैग्स होते हैं, कनेक्शन फ्लैग्स जो इसने भेजा था, तो ये यहाँ पे जो प्रॉपरली वर्क कर रहा है DHCP हमारा। तो अब हम इस पे DHCP फ्लडिंग करेंगे। DHCP फ्लडिंग क्या होती है, कोई भी चीज की फ्लड क्या होती है, जब उस पे लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट जाती है, एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम पे एक लिमिट से ज्यादा जब रिक्वेस्ट जाती है तो फ्लडिंग होती है। यानी उसकी जो प्रोसेसिंग लिमिट है, यानी हर सिस्टम की एक लिमिट होती है कि एक बार में इतनी ही चीजों को प्रोसेस कर सकता है। अगर उससे ज्यादा फाइल आएगी तो बेसिकली वो फ्लडिंग कहलाएगी, वो ओवरफ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही टेस्ट कर रहे हैं, हम वापस लॉन्च अटैक पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंडिंग डिस्कवर पैकेज है। तो ये जो डिस्कवर पैकेज है हम इस पर क्लिक करके जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने काफी सारी लगातार जो बेसिकली रिक्वेस्ट है, काफी हाई क्वांटिटी में रिक्वेस्ट को भेजना चालू कर दिया है। जो डिस्कवरी रिक्वेस्ट है DHCP की, इसने काफी ज्यादा बिजनेस स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट जा रही है कि बेसिकली अब वो किसी को भी नई आईपी असाइन नहीं कर पाएगा एंड वो सही से अपना काम नहीं कर पाएगा। ये तो था फ्रेंड्स DHCP फ्लडिंग। नाउ DHCP रोग्यू जो है वो कैसे सेट कर सकते हैं, यानी हम खुद DHCP का रोल कैसे निभा सकते हैं। जो राउटर कर रहा था अभी तक, जो भी डेटा जा रहा था वो राउटर से होके जा रहा था, आईपी असाइन राउटर कर रहा था। तो ये सारे काम अब हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए इसे देखते हैं। हम वापस लॉन्च अटैक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएटिंग DHCP रोग सर्वर, यानी खुद एक DHCP सर्वर क्रिएट कर देना। तो इस पे हम ओके करेंगे एंड यहाँ पे सर्वर आईडी मांग रहा है। सर्वर आईडी में बेसिकली हमें हमारे सिस्टम जो काली मशीन है उसकी आईपी डालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यू टैब ओपन कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IF config एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी आईपी है 192.168.232.131। हम इसे कंट्रोल शिफ्ट सी के जरिए कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे जो हमारा सर्वर आईडी है यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो कंट्रोल V के जरिए हमने पेस्ट कर दिया इसे। अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग आईपी डालनी है, यानी वो आईपी जिसके बाद से यहाँ पे जो जितने भी सिस्टम्स जुड़ेंगे लोकल होस्ट में उनको आईपी अलॉट होगी। तो स्टार्टिंग आईपी हम डाल देते हैं 40 एंड एंडिंग आईपी जो है वो हम डाल देते हैं। अभी बस टेस्ट के लिए करा जा रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो DHCP कॉन्फ़िगरेशन हम छेड़ रहे हैं इससे बेसिकली प्रॉपर नेटवर्क बिगड़ सकता है। तो आप भी एक बात का ध्यान रखना कि आप इसे अपनी वर्चुअल बॉक्स VMware वर्कस्टेशन में ही ट्राई करें। VMware वर्कस्टेशन के बाहर एक रियल सिस्टम में न यूज करें इसे, बिकॉज अगर आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ी तो आपको उसको सेट करने में काफी टाइम लग सकता है और आपका नेटवर्क अच्छे से वर्किंग जो है वो नहीं करेगा। तो आप अपने जो अपना VMware वर्कस्टेशन है उसी के अंदर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इंस्टॉल करें एंड वहां पे ही ये चीज ट्राई करें। तो मैं अभी आप देख सकते हैं बेसिकली अपने वर्चुअल बॉक्स में ही चला रहा हूँ इसे। तो यहाँ पे दो सिस्टम ऑन है मेरे, विंडोज का एंड जो हमारा काली मशीन है, दोनों ऑन है। हम इसी पे ही ट्राई कर रहे हैं। तो आइए वापस इसे फुल डिस्प्ले कर देता हूँ। ओके, सो आईपी हमें हमारी मिल गई थी, हमने स्टार्टिंग आईपी बता दी है एंड आईपी जो है वो हम कर देते हैं 145। यानी मैं जो 5 सिस्टम है उन्हीं को आईपी अलॉट कर रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे। अगर वो 5 सिस्टम आते हैं तो 140 से लेके 145 तक की जो आईपी होगी वो उन्हें अलॉट होगी। यहाँ पे मैं टाइम भी दे देता हूँ 3600। सबनेट मास्क क्या दिया जाए, सबनेट मास्क बेसिकली आप क्या पुराना जो था हमारे जो राउटर का सबनेट मास्क था आप उसे चेंज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं 192.168.239.10। आप अपनी मर्जी से कोई भी सबनेट मास्क दे सकते हैं बेसिकली। तो हम अब ऐसे सबनेट मास्क देना चाह रहे हैं जो कि हमारे राउटर का पहले नहीं था, जो हमारे राउटर का नहीं था। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हमारे राउटर की जो आईपी मांग रहा है वो हम देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने आईपी दी हमारी काली मशीन की। नाउ इसका मतलब है कि जो हमारी काली मशीन है वो राउटर का काम करेगी। जो भी डेटा एक सिस्टम ट्रांसफर करना चाह रहा होगा वो राउटर से ही होके जाता है। तो सारी जो रिस्पॉन्सेज और रिक्वेस्ट है वो सारी की सारी राउटर पे ही आएगी अब। और हम हैं अब राउटर, बेसिकली काली मशीन अब राउटर है।
डीएनएस सर्वर पूछ रहा है तो आप गूगल का दे सकते हैं यहाँ पे 8.8.8.8 एंड यहाँ डोमेन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल लिख रहा हूँ hack.com एंड जैसे ही हम ओके करेंगे तो बेसिकली ये जो डीएचसीपी सर्वर है ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यानी हमारी खुद की काली मशीन डीएचसीपी का काम करेगी और जितने भी सिस्टम्स जुड़े थे वो बेसिकली अब हमसे जुड़ के काम करेंगे, यानी वो काली मशीन को एज अ राउटर ट्रीट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ एंड आप बेसिकली अब जो हमारा राउटर है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है, यानी हमारी काली मशीन एज अ राउटर कॉन्फ़िगर हो चुकी है, वो डीएचसीपी का रोल निभा रही है। तो आइए हम आईएफ कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। ओके, सो बेसिकली अब हमारा जो तीसरा काम है, हमने खुद को डीएचसीपी राउटर के साथ सेट किया, हमने डीएचसीपी फ्लडिंग भी करी। तो अब बेसिकली हम करेंगे मैन इन द मिडल अटैक एंड एमआईटीएम को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो भी ट्रैफिक जा रहा है उसे इंटरसेप्ट करते हैं, उसे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या जा रहा है, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे वायरशार्क और देखेंगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ पे रूट परमिशन दे देंगे एंड यहाँ लिखेंगे वायरशार्क। जैसे ही हम रूट परमिशन में वायरशार्क लिखेंगे तो बेसिकली वो वायरशार्क स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको हमारे जो सर्च ऑप्शन होता है वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी सारी एप्लीकेशन शो होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वायरशार्क स्टार्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा वायरशार्क है ये स्टार्ट हो गया है। बेसिकली आप यहाँ पे जो अब आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं जो भी डेटा आएगा जाएगा, अगर डेटा का फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ पे ग्राफ में जो फ्लक्चुएशन होगा। तो हम इथरनेट में चले जाते हैं, इंटरनेट पे जाएंगे हम एंड अब क्योंकि इंटरनेट स्टार्ट हो गया, अब हमें ये देखना है कि क्या हम रियलिटी में एमआईटीएम का काम कर पा रहे हैं, यानी कोई भी डेटा जो है वो हमसे होके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो उसके लिए हम हमारी दूसरी मशीन पे चलते हैं, लोकल होस्ट पे जो जुड़ी हुई है। हम हमारी विंडो एक्सपी पे चलते हैं। ओके, तो हम यहाँ पिंग करके देखते हैं किसी भी सर्वर को, किसी को भी, एंड हमने यहाँ पे लिखा है पिंग google.com। जैसे हमने पिंग google.com लिख के एंटर करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट जारी है गूगल की तरफ। आइए यहाँ पे चल के देखते हैं क्या रियलिटी में रिक्वेस्ट जनरेट हुई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली जो रिक्वेस्ट थी जनरेट हुई थी, यहाँ पे आपको शो हो रही है। यहाँ पे बेसिकली गूगल से पिंग होने की कोशिश हो जा रही है लगातार जो है बेसिकली, एंड यहाँ पे एआरपी रिक्वेस्ट भी आ रही है दैट हु हैज टू। सो और कुछ देखते हैं हम और क्या क्या इंटरसेप्ट कर पाते हैं हम यहाँ पे। तो हम चलेंगे हमारे यहाँ के ब्राउजर में। सो हम यहाँ बेसिकली एक ऐसी साइट पे आ गए हैं जो प्रॉपर्ली एचटीटीपी फॉलो कर रही है फिलहाल, जो यानी इसके अंदर जो भी डेटा जा रहा है वो इनक्रिप्टेड नहीं जाएगा। हम यहाँ जैसा कि हमने पहले भी इंटरसेप्ट करके देखा है, हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन एंड लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो बेसिकली हमें रिक्वेस्ट थी वो सर्वर तक जा चुकी है। तो क्या अब हम इसी रिक्वेस्ट को जो हमने एक दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से भेजी है, जो सेम नेटवर्क में जुड़ा हुआ था, मैन इन द मिडल अटैक के जरिए, यानी हम बीच में रह के क्या हम रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, चलते हैं हमारी काली मशीन पे एंड यहाँ पे क्योंकि काफी ज्यादा रिक्वेस्ट है तो हम क्या करेंगे, हम सर्च में जाएंगे एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग फिल्टर लगाएंगे, यानी हम जो चीज सर्च कर रहे हैं वो स्ट्रिंग है। एंड यहाँ पैकेट लिस्ट में हम बेसिकली पैकेट बाइट्स पे क्लिक करेंगे, बिकॉज जो भी डेटा जाता है वो बाइट्स फॉर्मेट में जा रहा है यहाँ पे। अब हम लिखेंगे जो हमने वहाँ पे यूजर नेम लिखा था और हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने यूजर नेम और पासवर्ड डाला था, जो हमारे पीएचपी के वर्नेबल पेज पे हमने लॉगिन करा था, वो आईडी और पासवर्ड हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यूजर नेम एडमिन था एंड पासवर्ड भी एडमिन था। तो यहाँ पे हम एमआईटीएम का भी काम कर रहे हैं। लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूँ जहाँ पे हम देखने वाले हैं पावर ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग की पावर क्या है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक एंड सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। तो आज हम चारों चीजों के बारे में समझने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग क्या है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग के कुछ पॉइंट्स के जरिए उनको समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपना पहला पॉइंट है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, यानी हम किसी की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। कैसे खेलते हैं, उसके माइंडसेट के साथ खेलते हैं और उसे वो काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो कि वो बेसिकली नहीं करना चाहता था। दूसरी चीज यहाँ पे है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेते हैं, डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स टेस्ट करते हैं, और इसका मतलब है कि हम ह्यूमन हैकिंग कर रहे हैं। तो आइए इन सारों पॉइंट्स को मिला के देखते हैं सोशल इंजीनियरिंग एक्जैक्टली है क्या। फिर सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली हम किसी की साइकोलॉजिकल माइंड के साथ खेलते हैं, यानी हम उससे बातचीत करेंगे और हम उसे वो काम करने के लिए कन्वर्ट करेंगे जो कि वो नहीं करना चाहता था, जिससे हमें उससे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, और हम इसको ह्यूमन हैकिंग कहते हैं। यानी अगर सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम के सारे पैचेस अपडेटेड हैं, सिस्टम प्रॉपर्ली सिक्योर है, तो हम ये देखते हैं कि जो यूजर है वो कोई गलती कर दे, बिकॉज ऐसा कहा जाता है इंसान गलती का पुतला होता है और ये ही गलतियां वो करके अपना आपको कॉम्प्रोमाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एक यूआरएल भेजी, आपने उस यूआरएल पर क्लिक करा, अपनी आईडी पासवर्ड डाल दिया और आप लॉगिन नहीं हुए, आपका आईडी पासवर्ड मेरे पास आ गया,
तो जैसे ही आपका आईडी पासवर्ड मेरे पास आया, ये थी आपकी गलती, यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज हो गए। तो ऐसे ही कई सारी चीजें होती है। आपके सामने एक पॉपअप आया, आपने उस यानी आपके सामने एक बॉक्स आ गया जो आपसे बोल रहा है कि क्या आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, आपने यस कर दिया, आपका सिस्टम हैक हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं, सिस्टम भले ही कितना ही सिक्योर हो, बट ह्यूमन गलती कर देगा, और अगर ह्यूमन गलती नहीं कर रहा है तो सिस्टम में कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये प्रोसेसेस होते हैं कुछ। सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली यही है कि आपके माइंड के साथ खेल के जो आपका सिस्टम है उसको हैक करा जाएगा, या फिर आपकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ले ली जाएगी जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, जो कि है टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग कितने टाइप्स की होती है फ्रेंड्स? सोशल इंजीनियरिंग 3 टाइप्स की होती है। वो क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहला ह्यूमन बेस्ड, यानी इसमें जो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है हम किसी ना किसी ह्यूमन का यूज में ले रहे हैं। देन कंप्यूटर बेस्ड एंड देन मोबाइल बेस्ड। इन तीनों के बारे में हम समझेंगे, तीनों कैसे काम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो कि है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है और ये कैसे काम करती है देखते हैं। यहाँ पे कुछ अटैक्स के नाम लिखे हैं, लाइक ईव्सड्रॉपिंग, विशिंग, शोल्डर सर्फिंग, पिगी बैकिंग एंड डंपस्टर ड्राइविंग। सो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है ये क्या कर रहे हैं? बेसिकली ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग वो होती है जिसमें हम एक ह्यूमन का यूज ले रहे हैं। यानी मान लीजिए मैंने अगर आपसे बातचीत करी, और आपसे बातचीत करके मैंने अगर आपके पीछे खड़ा हूँ, आपको अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं अपने सिस्टम में, मैं वो देख रहा हूँ, जिसको हम शोल्डर सर्फिंग कहते हैं। तो अगर मैं ऐसा कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ तो उसको हम कहेंगे ह्यूमन बेस्ड। यानी मैं आपके आसपास रह के, आप पे नजर रख के, आपकी बातें सुन के आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। देन उसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग क्या कर रहा है? यानी हम कंप्यूटर डिवाइस का यूज लेके जो सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स होते हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग की टेक्निक्स होती है, उनको टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स को देख के हम अच्छे से समझते हैं। पहला एक पॉपअप विंडो, जैसा मैंने आपको बताया पहले, अगर आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ गया, आपके सामने बोल रहा है कि योर सिस्टम हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, प्लीज स्कैन इट, और यस या नो का ऑप्शन दे रहा है, तो आप यस करोगे, और आप जैसे ही यस करोगे वहां से आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आपके सामने अगर कोई अलर्ट बॉक्स पॉपअप कर सकते हैं, आपके सामने कोई पॉपअप बॉक्स ला सकते हैं, तो उसमें हम कुछ भी तो लिख सकते हैं। मैं ये लिख सकता हूँ आपका सिस्टम हैक हो गया है, अगर आप इस पर यस करोगे तो आपके सिस्टम की कंप्लीट स्कैनिंग होगी, वो सिक्योर हो जाएगा। बट इसका उल्टा होगा, जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे उसके बैकग्राउंड का प्रोग्राम रन होगा, और उस प्रोग्राम के जरिए आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो हम पॉपअप के जरिए कर सकते हैं, लेटर्स के जरिए कर सकते हैं, चेन लेटर्स के जरिए कर सकते हैं, इंस्टेंस चैट मैसेजेस, यानी मैं मैसेजेस करूंगा कोई ना कोई, मैंने आपको मैसेज के थ्रू कोई लिंक भेज दिया, या फिर आपको बोला कि मैं फलाना फलाना कोई हूं, मेरे को आपसे आईडी पासवर्ड चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट से मैं बात कर रहा हूँ और आप मेरे को दे देंगे। तो ऐसे ही अगर मैसेजेस के जरिए कर रहा हूँ तो वो भी यहाँ पे आ गया। फिर मैं स्पैम मेल भेज सकता हूँ, मैंने आपको कोई मेल करा या फिर उस मेल में कोई अटैचमेंट डाल दी, और जैसे ही आपने उस अटैचमेंट को डाउनलोड करा या फिर उस मेल के फॉर्म को भरा, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन मेरे को दे रहे हैं किसी ना किसी सोर्स से, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपके कंप्यूटर से आ रही है मेरे पास, और या फिर मैंने इसके वे यूज में लिया। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड जो पॉइंट आता है वो है मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। अब मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग कैसे होती है, तो आइए देखते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं। पब्लिशिंग मिलिशियस ऐप, यानी आपके सिस्टम में मैं कोई मिलिशियस ऐप डाउनलोड करवाऊंगा आपसे, मैंने आपसे किसी भी जरिए कोई लिंक शेयर करी हो, किसी भी फॉर्मेट में करी हो, बट सोशल इंजीनियरिंग क्या थी कि मैंने आपको कन्विंस करा कि आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। अब मैंने किसी भी वे में कन्विंस किया हो, भले मैंने आपको पैसों का लालच दिया हो, पर्सनल रेफरेंसेस लगाए हो, या कोई भी फॉर्मेट में मैंने आपको लालच देके उस एप्लीकेशन को अगर इंस्टॉल करवा दिया है, तो यहाँ पे वो पब्लिशिंग मिलिशियस ऐप जो है वो आपके इंस्टॉल हो जाएगा, और सोशल इंजीनियरिंग का जो अटैक है उसके जरिए वो इंस्टॉल होगा। दूसरा है रीपैकिंग एप्स, यानी क्या कर रहा है यहाँ पे कि जो आपकी एप्लीकेशंस थी उनको रीपैक, यानी उनका अपडेट कर रहा है, या फिर उनमें कोई पैच ऐड कर रहा है जो कि असल में एक पैच नहीं है, जो कि एक वायरस है, जो कि एक मिलिशियस एप्लीकेशन है। उसके बाद है यूजिंग फेक सिक्योरिटी एप्स, यानी हम फेक सिक्योरिटी एप्स आपको दिखा सकते हैं कि भाई ये सिक्योर है, यानी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं, आप एवेस्ट का एंटीवायरस डाउनलोड कर रहे हैं, बट वहां पे बस आइकन और नाम ही एवेस्ट का है, बैकग्राउंड में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो एवेस्ट का नहीं है, वो एक मिलिशियस एप्लीकेशन का है। तो ये भी प्रोसेस हो सकता है। एंड देन एसएमएस फिशिंग, यानी मैं आपके पास एसएमएस के जरिए फिशिंग कर सकता हूं, मैं आपके जो एसएमएस आए हैं उनको रीड कर सकता हूं, आपको बोल सकता हूं कि भाई आपको ये ओटीपी शेयर करना है, ऐसी कोई भी प्रोसेस में यूज में लेता हूं। तो ये है मोबाइल बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां हम देखेंगे सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, यानी एक ऐसा टूल जो सोशल इंजीनियरिंग में हमारी बहुत ज्यादा अच्छी हेल्प करता है, जिसके अंदर करीब करीब हमें सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और उससे कुछ एडवांस चीजों से रिलेटेड फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि हमारा काम आसान कर देते हैं।
तो आइए देखते हैं, चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ और हम वहां पे देखेंगे SET सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। इसको स्टार्ट करने के दो तरीके हैं, पहले हम रूट परमिशन दे देते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली SET जो है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट, जो एक सॉफ्टवेयर है, जो टूल है, उसको रन करने के दो तरीके हैं। हम चाहे तो यहाँ पे सर्च करके, यहाँ पे सर्च में लिख सकते हैं सोशल एंड देख सकते हैं सोशल इंजीनियरिंग टूल किट आ गया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली होगा टर्मिनल में, बट ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज, आप हमारे टर्मिनल से, जो बेसिकली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। मैं इसको फुल डिस्प्ले कर देता हूँ एक बार। ओके, सो हमें यहाँ पे लिखना है सेट टूल किट एंड हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके इंस्टॉल नहीं है तो आप apt-get install set toolkit लिख सकते हैं, ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। वैसे काली में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिखा रहा है, आइए उन ऑप्शंस को देखते हुए समझते हैं और क्या क्या हमारी हेल्प कर सकता है। पहला ऑप्शन है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स, यानी जितने भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है इस मॉड्यूल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमें दिखाएगा। ओके, सेकंड है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, यानी ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म करता है। ग्रेट। कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स भी है जिसमें हम जाएंगे तो ये कुछ हमें गूगल एनालिटिक्स अटैक्स और कुछ और भी चीजें दिखाएगा। देन हमारे पास फोर्थ है जो इसको अपडेट करने का है, अपडेट सोशल इंजीनियरिंग टूल किट। देन है हमारे पास 5 अपडेट सेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो इसकी सेटिंग्स है उन्हें अपडेट करना। और 6 जो है हेल्प और इसके बारे में बताएगा, या फिर हमें जो इसके फंक्शंस उनको यूज करने के बारे में बताएगा। 99 से आप देख सकते हैं एग्जिट कर सकते हैं। सो हम बेसिकली यहाँ पे 1 टाइप करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग के टूल्स जो है, मॉड्यूल्स है, फंक्शंस क्या क्या है वो देखेंगे। यहाँ पे एंटर करते हैं हम। यूज करना बहुत इजी है स्टूडेंट्स इसे, आपको बस जो नंबर्स हैं, जो नंबर का ऑप्शन आपको पसंद है वो नंबर लिखना है। देन आपका जो भी प्रोसेस है वो इजीली फॉलो होगा। और अगर कहीं और कुछ आपको एंटर भी करना है तो आपको एग्जांपल्स के साथ ये बताएगा कि आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे सामने, लाइक स्पेयर फिशिंग अटैक वेक्टर, वेबसाइट अटैक वेक्टर्स, इन्फेक्टियस मीडिया जनरेटर, पेलोड और लिसनर जनरेटर का भी है, मास मेलिंग का भी है, आर्डिनो बेस्ड अटैक से रिलेटेड है, वायरलेस यानी जो वाईफाई होते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उनसे रिलेटेड अटैक्स का भी है, QR कोड जनरेटर भी है यहाँ पे, एंड पावर शेल अटैक वेक्टर। और उसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स में हमें कुछ और अटैक्स मिल जाएंगे, कुछ और इसके फंक्शंस मिल जाएंगे जो हमारी कुछ अलग अलग अटैक्स में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि हम फिशिंग, बेसिकली सोशल साइट में हम फिशिंग एक बार चेक कर लेते हैं क्या होती है, कैसे काम करती है, और ऐसे इसी टूल पे एक बार नजर घुमा लेंगे कि और क्या क्या कर सकता है। मास मेलर कर रहा है, ओके ग्रेट। यहाँ पे ये क्रिएट पेलोड एंड लिसनर का भी काम कर रहा है जो कि हमारा मेटास्प्लॉइट करता है, ओके। यहाँ पे ये कोई भी मिलिशियस फाइल भी बना सकता है हमारे लिए, डॉक्यूमेंट, PDF, JPG लाइक। एंड यहाँ पे वेबसाइट अटैक वेक्टर्स में देखते हैं हमें क्या क्या मिलेगा। तो हम लिखेंगे सेकंड एंड देन एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे ये जावा एप्लेट अटैक मेथड दिखा रहा है। मेटास्प्लॉइट के कुछ ब्राउजर एक्सप्लॉइटेशन पेलोड्स होते हैं उनको भी यूज करने का ऑप्शन दिखा रहा है, ग्रेट। यहाँ पे क्रेडेंशियल हार्वेस्टर यानी क्रेडेंशियल्स चुराने के लिए एक अटैक दिखा रहा है, टैब नैबिंग अटैक मेथड दिखा रहा है, वेब जैकिंग दिखा रहा है, मल्टी अटैक्स दिखा रहा है और ST अटैक। तो यहाँ पे भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शंस दिखा रहा है ये सोशल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सो हम बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें देखते हैं। एक तो देखते हैं कि ये मेटास्प्लॉइट के कौन कौन से पेलोड्स दिखा रहा है जो सोशल इंजीनियरिंग में हमारी हेल्प करेंगे। तो हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस दिखा रहा है, वेब टेम्पलेट, साइट क्लोनर एंड कस्टम इंपोर्ट, यानी हम अपने हिसाब से कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल हम लेंगे साइट क्लोनर, यानी एक साइट को एज इट इज क्लोन करेंगे। तो हम एंटर करते हैं 2 लिख के। एंड यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है क्या आप पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें इसे वाइड एरिया नेटवर्क में यूज करना है तो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग को हाँ कहेंगे, अगर नहीं करना है तो ना कहेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे अभी हम इसे लोकली ही ट्राई कर लेते हैं ताकि मैं कुछ टाइम बाद आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग का फंक्शन भी समझा सकूं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क में हम हमारी जो पोर्ट्स है, जो हमारी IP है, उसको कैसे ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी नो करूंगा यहाँ पे, बिकॉज मैं अभी वाइड एरिया नेटवर्क नहीं लोकल एरिया में कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अब हमें हमारा जो IP है वो डालना है। बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा पर्सनल IP ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो हमें वहाँ कुछ नहीं छेड़ना है। हम एंटर करेंगे एंड उसके बाद हमें यहाँ पे बोल रहा है वो URL दो जिसको आप क्लोन करना चाहते हो। हमें तो एक URL देनी पड़ेगी, यानी एक ऐसा पेज देना पड़ेगा जो बेसिकली इसको यहाँ पे शो हो। तो वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम चले जाते हैं किसी पे भी। ओके, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं लोकल होस्ट में, देख लेते हैं अगर कोई पेज रन हो रहा है तो, या फिर हम क्या करते हैं, हम हमारा अपाची सर्वर को ऑन कर देते हैं एंड उसी की क्लोनिंग कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू टैब खोलेंगे, यहाँ पे रूट परमिशंस देंगे एंड अब हम यहाँ पे जो हमारा अपाची सर्वर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे सर्विस अपाची टू स्टार्ट। ओके, सो फ्रेंड्स हम लिखेंगे सर्विस अपाची टू स्टार्ट है। जैसे ही हम लिखेंगे तो अब जो हमारा अपाची सर्वर है वो स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्ट होने का मतलब है कि पोर्ट 80 पे
एक वेब पेज क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, हमें बस यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, एंटर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अपेची का बाय डिफॉल्ट पेज आ रहा है जो हमारे HTTP फोल्डर के अंदर पड़ा है। सो यहाँ पे एक पेज शो कर रहा है, तो क्यों ना हम इसी को कॉपी करके जहां हमसे URL मांग रहा है वहां पेस्ट कर दें। तो आइए चलते हैं हम हमारे टर्मिनल पे वापस, एंड यहाँ पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ बेसिकली जो मैं URL डाली है ये मेरे ही लोकल होस्ट की, जो मैंने HTTP सर्वर ऑन करा है अपेची का। सो यहाँ पे हमें अलग अलग पेलोज दिखा रहा है। इन पेलोज में से हम कोई भी एक नॉर्मल पेलोज सिलेक्ट करेंगे एंड देखेंगे वो काम कैसे कर रहा है। तो कोई भी पेलोड ले लेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन या कोई भी फ्रेमवर्क नहीं करेंगे, हम बस इस टूल को यूज लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम नंबर 1 ही सिलेक्ट कर लेते हैं एंड हम एंटर करेंगे। तो उसके अंदर हमें बता रहा है कि आपको जो विंडोज शेल है या कौन सा शेल यूज में लेना है, तो इसमें भी हम 1 कर देंगे। एंड हमें पोर्ट बता रहा है कौन सी पोर्ट आप ओपन कर रहे हैं, तो हम पोर्ट डाल दिए और ऐसे ही करके जो हमारा फंक्शन है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये तो देख लिया, हम एग्जिट करते हैं इसको एंड देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। तो हम नंबर 3 जो ऑप्शन था यानी क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, यानी किसी के क्रेडेंशियल चुराना, वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं। हम एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, वेब टेम्पलेट्स, साइट क्लोनिंग एंड कस्टम इंपोर्ट। तो हम साइट क्लोनिंग करेंगे इस बार भी एंड यहाँ पे जो IP है हम बाय डिफॉल्ट रखेंगे एंड हमसे पूछ रहा है कि आप URL एंटर करो जिसको आप क्लोन करना चाहते हैं। तो फिलहाल हम फॉर एग्जांपल एक टेस्ट के लिए, छोटे टेस्ट के लिए फेसबुक को क्लोन करेंगे। सो यहाँ पे हम इस URL को कॉपी करेंगे, हमारे टर्मिनल पे आ जाएंगे, पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। जो बेसिकली अब ये पेज जनरेट कर रहा है ये पोर्ट 80 पे कर रहा है। पोर्ट 80 पे ऑलरेडी एक सर्विस रन करी है जो कि हमारी अपाची सर्विस है। तो हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने जो अपाची सर्वर है उसे बंद करें। तो हम इसे बंद कर देंगे बिकॉज अपाची की अभी नीड नहीं है। एंड देन हम वापिस जो है क्रेडेंशियल हार्वेस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइट क्लोनिंग पे क्लिक करेंगे, जो URL है वो डालेंगे। बेसिकली IP मांग रहा है तो हम एंटर कर देंगे एंड देन हम URL डालेंगे। ओके, सो यहाँ पे इसने क्लोनिंग स्टार्ट कर दी है। तो अब क्योंकि इसने अपने क्लोनिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर दिया, हम एक बार देख लेते हैं क्या हमारा जो सर्विस अपाची था वो बंद है कि नहीं है। हम इसे स्टॉप कर देते हैं यहाँ से और उससे पहले चेक कर लेते हैं क्या वो अभी तक बंद था। अगर हम इसे रीलोड करते हैं पेज रीलोड हो रहा है, यानी अपाची सर्वर अभी तक बंद नहीं हुआ था, इस वजह से वो है रन नहीं हुआ। सो हम इसे एक बार क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें स्टार्ट करनी थी तो हमने क्या लिखा था, सर्विस अपाची टू स्टार्ट। अब अगर हमें स्टॉप करनी है यानी क्लोज करनी है तो हम लिखेंगे स्टॉप, एंटर करेंगे। तो बेसिकली जो हमारी अपाची टू सर्विस थी वो अब स्टॉप हो चुकी है। अब अगर हम इस पेज को लोड करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, यानी जो अपाची टू सर्विस थी वो कंप्लीटली क्लोज हो गई है। तो अब हम हमारे जो SCT टूल किट है उसको रन कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक बार फिर उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। नंबर 3 पे जाएंगे, सेकंड से क्लोन करेंगे साइट को एंड यहाँ पे हम डालेंगे IP जो कि बाय डिफॉल्ट सही है, URL पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बेसिकली ऐसे ही काफी सारे फंक्शंस को यूज लेके, जो SCT है उसके फंक्शंस को यूज लेके सोशल इंजीनियरिंग के जो कुछ स्टेप्स हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और भी चीजें करने के लिए हम अलग अलग टूल्स यूज में लेंगे और कुछ और ऐसी फंक्शनैलिटीज को, टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे जिसके जरिए हम इस अटैक को सक्सेसफुल कर सकते हैं, SCT को और अच्छे एडवांस लेवल पे ले जा सकते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जो कि है द पावर ऑफ DOS एंड DDoS अटैक। पावर ऑफ DOS DDoS अटैक जो है उसको आज समझेंगे, DOS DDoS अटैक क्या होता है और कैसे काम करता है ये। तो आज हम टोटल यहाँ पे 4 चीजें सीखने वाले हैं दोस्तों। वो 4 चीजें क्या है, व्हाट इज DOS अटैक, व्हाट इज DDoS अटैक, कैटेगरीज ऑफ DOS DDoS अटैक, DOS DDoS अटैक टेक्निक्स। तो आज हम ये चारों चीजें सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट इज DOS अटैक क्या होता है। तो आइए इसको कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। DOS अटैक क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें समझते हैं। तो पहला है इसका फुल फॉर्म जो कि है डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, DOS का डिनायल ऑफ सर्विसेज देन। ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में काम करता है जहां पे ये रिड्यूस कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है क्या, एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिस्टम एंड रिसोर्सेज। किसी एक यूजर के लिए, किसी भी सिलेक्टेड यूजर के लिए कैसे फ्लडिंग करके उसमें जो रिक्वेस्ट होती है उनको काफी हाई लेवल में, काफी भारी तादाद में रिक्वेस्ट को भेज के ओवरलोडिंग कर रहा है रिसोर्सेज की। यानी अब ये जो पॉइंट्स हमने देखे इनको सबको कंबाइन करते हुए समझते हैं कि DOS अटैक क्या है। DOS अटैक जो जिसका फुल फॉर्म है डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, ये बेसिकली एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर हम एक सिस्टम पे
लिमिट से ज़्यादा, उसकी जो लिमिट होती है, उसकी जो बफर लिमिट होती है, उस लिमिट से ज़्यादा वहाँ पे पैकेट्स भेजते हैं, अलग अलग तरीके के पैकेट्स अलग अलग टाइप से भेजते हैं। और जब एक सिस्टम पे उसकी लिमिट से ज़्यादा पैकेट्स जाते हैं तो वो उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता एक साथ, और क्योंकि वो उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाता है तो या तो वो सिस्टम डाउन हो जाएगा या वो मिसबिहेव करेगा। यानी अगर एक हमारा जो प्रोसेसर होता है उसके पास कोई प्रोसेस आता है तो जब तक वो प्रोसेसर उस प्रोसेस को पूरा न कर ले, बाकी के प्रोसेस को वो होल्ड रखता है। और वैसे ही अगर खूब सारे प्रोसेसेस हो जाए, यानी इतने प्रोसेस हो जाए कि हमारी रैम ही फुल हो जाए, तो उस केस में क्या होगा फ्रेंड्स? उस केस में हमारा सिस्टम हैंग हो जाएगा, परफॉर्म करना बंद हो जाएगा, और क्रैश भी हो सकता है और स्विच ऑफ तो हो ही जाएगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बेसिकली जो डॉस अटैक है वो इतना फेमस है, बिकॉज ये आपके सिस्टम को कंप्लीट करप्ट भी कर सकता है, ये किसी रनिंग एप्लीकेशन को, सर्वर को खराब भी कर सकता है और डाउन तो इजीली कर देगा। तो डॉस अटैक में क्या हो रहा है, हम एक सिस्टम पे उसकी लिमिट से ज़्यादा पैकेज भेज रहे हैं ताकि वो सिस्टम डाउन हो जाए। तो ये फ्रेंड्स सारी चीजें मिला के एक डॉस अटैक बन रहा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डीडॉस। डीडॉस अटैक क्या होता है? डीडॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यानी इसके अंदर क्या हो रहा है, पहले जो डिनायल ऑफ सर्विस था और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं कि जो अटैकर है, ये अटैकर क्या कर रहा है, ये डायरेक्ट एक सिस्टम पे अटैक ना करके ये खूब सारे सिस्टम जो पहले से कॉम्प्रोमाइज्ड है उन सिस्टम का यूज ले रहा है। यानी पहले से कुछ जो ज़ॉम्बी होस्ट है, यानी कुछ ऐसे सिस्टम जो पहले से कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, पहले से हैक हो रखे हैं, उन सिस्टम्स के जरिए, उन ज़ॉम्बी होस्ट के जरिए ये सबके थ्रू एक साथ एक ही सिस्टम पे काफी सारे पैकेज भेजा है। यानी एक सिस्टम की लिमिट है कि वो इतने पैकेज ही भेज सकता है। तो जब एक सिस्टम इतने पैकेज भेज रहा है और दूसरा सिस्टम भी उतने ही पैकेज भेज रहा है, ऐसे अगर खूब सारे सिस्टम केवल एक सिस्टम पे खूब सारे सिस्टम अगर अलग अलग पैकेज भेजेंगे तो वो सिस्टम इजीली क्रैश कर जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा लिमिट में उसके पास जो डेटा रिक्वेस्ट है वो आने लग जाएगी। तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहां पे एक अटैकर कई सारे विक्टिम मशीन्स को यूज में लेके मेन जो हमारा विक्टिम होता है उस पर अटैक करता है। इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप मल्टीट्यूड ऑफ कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, यानी खूब सारे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से ये अटैक करा जाता है, जिनको बॉटनेट भी कहा जाता है, ज़ॉम्बी होस्ट भी कहा जाता है। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है डॉस अटैक से। डॉस अटैक में एक सिस्टम पे अटैक कर रहा था खूब सारे पैकेट्स पे, बट अगर ऐसे ही खूब सारे सिस्टम सेम अटैक एक ही सिस्टम पे करे तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, वो किसी भी सर्वर को डाउन ले जा सकता है। तो ये है स्टूडेंट्स डीडॉस अटैक। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक कैटेगरीज ऑफ डॉस अटैक, यानी क्या कैटेगरीज होती है बेसिक डॉस अटैक की, उन कैटेगरीज में क्या आता है। तो आइए देखते हैं। पहला है वॉल्यूमेट्रिक अटैक। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेसिकली हम यूडीपी फ्लड अटैक करते हैं, यानी जो यूडीपी पैकेज होते हैं उनको फ्लड करेंगे। आईसीएमपी फ्लडिंग करते हैं, आईसीएमपी पैकेज की फ्लडिंग करेंगे। पिंग ऑफ डेथ अटैक ट्राई करते हैं, एंड पल्स वेव एंड जीरो डे अटैक। ये जो है सारे अटैक्स ये आते हैं हमारे वॉल्यूमेट्रिक अटैक्स में, यानी ये वॉल्यूम रखते हैं, यानी इसका जो ऑल ओवर जो पैकेज का शेयरिंग हो रहा है वो सारा उस पैकेट की साइज पे डिपेंड कर रहा है। देन हमारे पास आता है प्रोटोकॉल अटैक्स, यानी वो अटैक्स जो प्रोटोकॉल्स पे करे जाते हैं। वो क्या क्या है, सिन फ्लड अटैक, फ्रेगमेंटेशन अटैक, स्पूफ्ड सेशन फ्लड अटैक एंड एक्नॉलेजमेंट फ्लड अटैक। तो ये जो अटैक्स है ये बेसिकली प्रोटोकॉल बेस्ड अटैक होते हैं, प्रोटोकॉल्स पे करे जाते हैं ये। उसके बाद हमारे पास आएगा एप्लीकेशन लेयर अटैक्स, यानी वो अटैक्स जो एप्लीकेशन लेयर पे परफॉर्म करे जाते हैं। वो क्या क्या है, एचटीटीपी गेट एंड पोस्ट अटैक, ओके, सोलराइज अटैक, यूडीपी एप्लीकेशन लेयर फ्लड अटैक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम डीडॉस अटैक तो कर ही रहे हैं, बट अलग अलग सिस्टम्स पे करने के लिए अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करा जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हम किसी पे वॉल्यूमेट्रिक अटैक कर रहे हैं, यानी हम चाह रहे हैं कि हम जो पैकेट भेजें उसकी साइज बड़ी हो, तो हम ये अटैक्स को यूज में लेते हैं। अगर हम एक वेब एप्लीकेशन पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेब एप्लीकेशन क्या होता है, या तो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है जाती है, तो वहां पे जो फ्लो ऑफ डेटा हो रहा है वहां पे हम उस पैकेट की साइज को बड़ा करेंगे, और जो रिक्वेस्ट है जो बेसिकली गेट या पोस्ट के थ्रू जारी होगी उनमें चेंजेस करेंगे, उनमें हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ सके जिसपे बफर ओवरफ्लो। तो ये जो है ये डॉस अटैक डीडॉस अटैक्स के टाइप्स हैं। इन फॉर्मेट्स में हम जो है कैटेगरीज में बांट रखा है और हम डॉस अटैक को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक्स ऑफ डॉस अटैक, यानी डॉस अटैक्स या डीडॉस अटैक कोई भी अटैक करें कितनी टेक्निक से हम कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारी टेक्निक्स को देखते जाएंगे और समझेंगे। पहली टेक्निक है हमारे पास यूडीपी फ्लड अटैक। अभी यूडीपी फ्लड अटैक क्या होता है, बहुत ईजी है फ्रेंड्स। हम कोई भी कम्युनिकेशन यूज लें, यानी हम कोई भी प्रोटोकॉल टीसीपी यूडीपी सिन कुछ भी लें,
बट जब दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो एक दूसरे को हैंडशेक करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक फ्लैग भेजते हैं, उसके रिस्पॉन्स में जो फ्लैग आता है उससे उनका कनेक्शन बैठ जाता है। इसी को अगर हम बार बार करें और बहुत सारी रिक्वेस्ट ऐसी भेजें तो वो डॉस अटैक का पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यूडीपी फ्लड अटैक में क्या हो रहा है, हम यूडीपी की जो कनेक्शन पैकेट्स होते हैं वो लगातार खूब सारे भेज रहे हैं। अब यूडीपी क्या है, वन वे हैंडशेक होता है, रिक्वेस्ट जाती है एंड देन जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। तो यहाँ पे हम खूब सारे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक ही सिस्टम से। तो जब ऐसे खूब सारे कम्युनिकेशन जाएंगे तो ये बेसिकली डॉस अटैक का काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास आईसीएमपी फ्लड अटैक। अब आईसीएमपी फ्लड अटैक में क्या होता है, बेसिकली आईसीएमपी बेसिकली वो पैकेज हैं जो हम इंटरनेट पे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में भेजते हैं। ये समझते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने इको रिक्वेस्ट भेजी तो यहाँ पे इसका रिप्लाई आएगा, और ऐसे ही अगर हम इन रिक्वेस्ट को लगातार भेजते जाएंगे तो ये इसकी लिमिट से ज्यादा जैसे इस पर आईसीएमपी रिक्वेस्ट जाएगी वो डॉस अटैक परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम कैसे करता है, जैसे हमें रिक्वेस्ट जाती है उसके बदले में रिस्पॉन्स आता है, तो ये जो इको का रिप्लाई आ रहा है, जो रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से इनको रिस्पॉन्स तो देना ही पड़ेगा। इसकी वजह से जो डीडॉस अटैक है वो परफॉर्म होता है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास आता है स्मर्फ अटैक। नाउ ये स्मर्फ अटैक क्या होता है, स्मर्फ अटैक एक ऐसा अटैक है जिसमें ये जो हमारा अटैकर है, ये अटैकर क्या करता है, ये कुछ पैकेज भेजेगा, आईसीएमपी पैकेज भेजेगा, और ये आईसीएमपी पैकेज जाएंगे सीधा जो आईपी प्रोवाइडर है यानी आईपी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क जो है, तो आईपी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के पास ही जाएंगे एंड जो एड्रेस होगा वो होगा हमारे इस विक्टिम का। तो क्या होगा, ये सारे पैकेज जाएंगे आईपी ब्रॉडकास्ट के पास एंड आईपी ब्रॉडकास्ट के जरिए ये यहाँ पे फ्लो होगा सीधा हमारे टारगेट सर्वर की तरफ, जिससे पहला तो ये एनोनिमस हो जाएगा, दूसरी चीज ये जो पैकेज जाएंगे ये काफी भारी क्वांटिटी में जाएंगे, तो जो हमारा डीडोस अटैक है ये काफी सक्सेसफुल रहेगा। तो ये होता है फ्रेंड्स स्मर्फ अटैक, जिसके अंदर यहाँ पे आईपी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के जरिए जो पैकेज है वो शेयर करे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सिन फ्लड अटैक। नाउ एक सिन फ्लड अटैक क्या होता है, बहुत इजी और अच्छा टॉपिक है ये। सिन फ्लड में क्या हो रहा था, जैसे हमने टीसीपी कम्युनिकेशन कर रहा था तो 3 वे हैंडशेक होता था। अगर हम टीसीपी फ्लड अटैक करेंगे तो बेसिकली फायरवॉल हमें रोक देगा कि भाई एक ही सिस्टम से इतने सारे कम्युनिकेशन सेट होने की कोशिश क्यों हो रही है। तो हम वहां पे पूरा टीसीपी ना करके हाफ ओपन स्कैन करते थे, और यहाँ पे हम हाफ ओपन डीडॉस अटैक कर रहे हैं। हाफ ओपन यानी केवल सिन, यानी यहाँ से इसके पास सिन रिक्वेस्ट हो जाएगी, पर जैसे ही इसको यहाँ पता पड़ेगा कि वहाँ पोर्ट ओपन है यहीं रुक जाएगा। तो यही प्रोसेस अगर बार बार फॉलो होगा तो इससे क्या होगा, सिस्टम के पास खूब सारी रिक्वेस्ट जा रही है जिसका उसे रिप्लाई करना पड़ रहा है कि हाँ उसकी पोर्ट इस नंबर पे ओपन है कि नहीं है, और ऐसी जब खूब सारी रिक्वेस्ट जाएगी तो सिस्टम डेफिनेटली क्रैश होगा, हैंग होगा। तो ये होता है सिन फ्लड अटैक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास डीआर डॉस अटैक यानी डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। यानी ये एक ऐसा अटैक है जिसके अंदर आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि कई सारे सिस्टम से हो रहा है, ऊपर से रिफ्लेक्टेड भी है, और डॉस अटैक का जो काम होता है कि एक सिस्टम पे खूब सारे पैकेज भेजना। तो यहाँ क्या हो रहा है, खूब सारे सिस्टम से एक सिस्टम पे पैकेट तो जा रहे हैं पर ये भी रिफ्लेक्टेड है। तो इसको समझते आइए, देखते हैं क्या होता है। ये जो हमारा अटैकर है यहाँ पे, इसने क्या करा, इसने खूब सारी रिक्वेस्ट जनरेट करी और कुछ विक्टिम्स के पास भेजी जिनको हम कहते हैं ज़ॉम्बी होस्ट या फिर बॉटनेट्स। तो यानी वो सिस्टम जिनके जरिए हम डीडॉस अटैक परफॉर्म कर रहे थे, अटैकर ने उन्हीं सिस्टम्स पे कुछ रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजी है। बट ये एक्टिविटीज कैसे होगी, परफॉर्म कैसे करेगी, जैसे ही ये इतनी सारी रिक्वेस्ट इन सिस्टम्स के पास जाएगी, ये सिस्टम वो सारी रिक्वेस्ट जो है वो विक्टिम तक तो भेजेंगे, डीडॉस अटैक का काम तो करेंगे, बट उसके जो रिप्लाई हैं वो यहाँ से बाउंस होके वापस विक्टिम के पास भी आएगा। तो इसका मतलब है विक्टिम को उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और साथ ही साथ ये जो है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, बिकॉज यहाँ पे सारी मशीन्स भी जुड़ रही है, विक्टिम को उसका रिप्लाई भी मिल रहा है, तो विक्टिम को पता पड़ रहा है कि उसका जो डीडॉस अटैक था वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड रिफ्लेक्टेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम डॉस अटैक जो होता है उसको परफॉर्म करेंगे, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, यानी एक सिस्टम पे उसकी लिमिट से ज्यादा पैकेट भेज देना ताकि वो हैंग हो जाए या क्रैश हो जाए या अच्छे से परफॉर्म ना कर पाए, अपना काम ना कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हमारी काली मशीन को जो है हम ऑन कर लेंगे, एंड यहाँ पे बेसिकली हमें जो पहला रूल है वो ये टारगेट सिलेक्ट करना है। तो पहले हम लोकली एरिया में टेस्ट करेंगे, बेसिकली वाइड एरिया नेटवर्क में कोई डिफरेंस नहीं है, हमें बस पिंग करना होता है जो भी डोमेन है उसे, और उसकी ओपन पोर्ट चेक करनी होती है। तो अभी हम लोकल नेटवर्क में कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले आईपी चाहिए, तो हम उसके लिए नेट डिस्कवर कमांड रन करके एंटर करेंगे तो जितने भी सिस्टम्स हमसे जुड़े हुए हैं हमें उनकी आईपी मिल जाएगी। फिलहाल क्योंकि हमारे पास यही हमारी मेटास्प्लॉइटेबल मशीन है तो हम वहां जाके IF कॉन्फ़िग लिखेंगे, एंड यहाँ हम हमारी आईपी देख सकते हैं जो कि है 192.168.239.129। तो ये हमारी मेटास्प्लॉइटेबल की आईपी है।
ये हमारी विक्टिम मशीन है जिसपे हम बेसिकली अभी फ्लडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक और चीज बेसिकली देखेंगे कि क्योंकि हम फ्लडिंग करेंगे तो इसमें जो है CPU यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ टॉप कमांड लिख सकते हैं और टॉप कमांड लिख के जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये अब यहाँ पे कंप्लीट जो प्रोसेस है वो शो करेगा और CPU कितना यूटिलाइज हो रहा है वो भी शो करता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ CPU यूटिलाइजेशन 0 चल रहा है। तो आइए चलते हैं हमारी WS क्यूब टेक पे। हमारी काली मशीन में बेसिकली हम जाके कमांड जो हम टूल यूज लेने वाले हैं वो है hping3। तो hping3 का यूज लेके हम बेसिकली इस पे अटैक करेंगे। तो आइए लिखते हैं hping3। ये एक ऐसा टूल है फ्रेंड्स जो फ्लडिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट काम करता है। ये एक टाइम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ जनरेट कर सकता है। तो hping3 के बाद हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली सिन पैकेज भेजेंगे। तो हम -s लिख देते हैं, वो IP लिख देते हैं जिसपे हम भेजेंगे जो कि थी 192.168.239.129 जो कि हमारी मेटास्प्लॉइटेबल की IP थी। देन -a के अंदर जो हमें हमारी IP बता देंगे, यहाँ पे जो हम बेसिकली अटैकर मशीन है उसकी IP बता देंगे, पैकेज कहाँ से जनरेट होने, एंड -फ्लड के जरिए यहाँ पे खूब सारी रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे। यहाँ पे एक चीज और ऐड करेंगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे, जो कि है पोर्ट। कौन सी पोर्ट पे फ्लडिंग करनी है, सिन फ्लडिंग जो हम कर रहे हैं कैपिटल S जो हमने मेंशन किया है वो कौन सी पोर्ट पे करनी है। तो यहाँ पे हम पोर्ट मेंशन करेंगे 22 एंड देन हम एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लडिंग थी वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम इस कोड को बेसिकली कॉपी कर लेंगे जो हमने कमांड लिखा था एंड एक बार तो यहाँ CPU यूटिलाइजेशन में देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेट करते हैं हल्का सा। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं बेसिकली CPU यूटिलाइजेशन बढ़ता दिख रहा है। बीच बीच में 8% जो आपको दिख रहा है अभी, तो बेसिकली CPU यूटिलाइजेशन जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसमें कुछ और चेंजेस करेंगे हम, बेसिकली इस अटैक को और पावरफुल बनाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है PID4, यहाँ PID4 पे नजर रखिएगा, ये बेसिकली CPU की जो यूटिलाइजेशन बढ़ाएगा। इसको और सक्सेसफुल करने के लिए हम कुछ और टैब्स खोल लेंगे और उन टैब्स में भी हम सेम कमांड रन कर देंगे। सो यहाँ पे हमने सब में फ्लडिंग जो है बेसिकली ऑन कर लिया। आप देख सकते हैं hping3 सिन अटैक एंड देन IP ऑफ दैट विक्टिम मशीन, उसके बाद अटैकर मशीन की IP -a के बाद एंड देन फ्लड, और पोर्ट में हमने डाल दिया पोर्ट 22। सो हमने यहाँ पे 4 टैब्स में इस अटैक को रन कर दिया है एंड हम चल के देखते हैं हमारे मेटास्प्लॉइटेबल में क्या कोई चेंज हुआ है। एक बार इसको क्लोज करके वापस रन करते हैं ताकि ये रिफ्रेश हो, टॉप वापस रन कर देंगे। ओके, नाउ वेट करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पे हमने देखा डॉस अटैक परफॉर्म करके कि जो CPU यूटिलाइजेशन है वो 90 से 99% तक पहुंच रहा है। बेसिकली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम देखने वाले हैं सेशन हाईजैकिंग के बारे में। तो सेशन हाईजैकिंग क्या होती है और इसके बारे में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम यहाँ पे टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं दोस्तों। वो क्या है, व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग, व्हाई इज सेशन हाईजैकिंग सक्सेसफुल, सेशन हाईजैकिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग एंड सेशन हाईजैकिंग इन OSI मॉडल। तो आज हम इन 5 चीजों को सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट इज सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हुए हम समझेंगे कि सेशन हाईजैकिंग बेसिकली क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखते हैं। अटैकर सीजर कंट्रोल TCP communication session between two computers, authentication only on start of TCP, sniping all traffic, steals valid session ID and authentication। So यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है। सेशन हाईजैकिंग का मतलब होता है किसी और का सेशन, चलता हुआ सेशन बीच में हाईजैक कर लेना। यानी जब दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जब उनका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाता है तो उन दोनों के पास एक सेशन आईडी होती है। उस सेशन आईडी के बिहाफ पे वो लोग अपना काम करते हैं। जैसे ही ये सेशन आईडी क्लाइंट के पास जाती है, अगर वो सेशन आईडी कोई और बीच में ले ले या उसे गैस कर पाए तो उसे कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। इसका मतलब आप और मैं कनेक्ट हुए, आप और मैं दोनों के बातचीत करने के लिए मैंने आपको एक पासवर्ड दे रखा था। तो मैंने आपको जो पासवर्ड दिया था, अगर वो पासवर्ड किसी और को पता पड़ जाता है तो मुझसे बात कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। यानी आपके पास जो सेशन आईडी है, जो आपकी अथॉरिटी है कि आप उस बंदे से कनेक्ट हैं, कितनी देर के लिए कनेक्ट हो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप उससे कनेक्ट हो और आपके पास एक आईडी है जिसके बिहाफ पे आप कनेक्ट है, ये आईडी अगर कोई और ले लेगा तो इसको कहेंगे सेशन हाईजैकिंग। तो यहाँ पे यही चीजें बताई जा रही है कि बेसिकली क्या होता है, टीसीपी में जो कम्युनिकेशन होता है, यानी दो सिस्टम के बीच में टीसीपी कम्युनिकेशन जब हो रहा है तो वहां पे केवल उसके स्टार्टिंग में, यानी जब कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है तभी जो सेशन आईडी होती है उसको वेरीफाई करा जाता है, उसको ऑथेंटिकेट करा जाता है क्या ये वैलिड सेशन आईडी है कि नहीं है। तो अगर केवल स्टार्टिंग में हो रहा है और वो सेशन आईडी कोई और ले लेता है या वो सेशन कोई हाईजैक कर लेता है तो उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, वापस वो अपना सेशन कंटिन्यू रख सकता है। तो ये कुछ वल्नरेबिलिटीज है। और क्या है यहाँ पे कि बेसिकली हम सारा ट्रैफिक जो है स्नाइप कर सकते हैं।
सारा ट्रैफिक स्नाइप करने के बाद हम उसमें से सेशन आईडी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? सारा ट्रैफिक स्नाइप करेंगे, सारे ट्रैफिक को स्नाइपिंग करने के बाद, यानी सारे ट्रैफिक जो भी हमने डेटा कैप्चर करा है उसके अंदर से हम सेशन आईडी को निकालते हैं और बाद में उस सेशन आईडी से खुद को ऑथेंटिकेट कर लेते हैं। यानी आपके और मेरे बीच में जो कन्वर्सेशन के लिए मैंने आपको एक पासवर्ड दिया था वो किसी और ने लिया, मुझे वो पासवर्ड शेयर करा और ऑथेंटिकेट कर लिया कि हाँ भाई ये वो वैलिड पर्सन है। फिलहाल मैं उससे ये समझ के बात कर रहा हूँ कि वो आप हैं, बट वो आप नहीं है, वो एक अटैकर है जिसने सेशन हाइजैकिंग कर लिए, जिसने आपकी सेशन आईडी ले लिए। अब आपके जो भी राइट्स थे वो उसके पास है। तो ये होता है फ्रेंड्स सेशन हाइजैकिंग, यानी दो सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करते हुए जो सेशन क्रिएट हो रहा है, जिस वैल्यू पे वो सेशन क्रिएट हो रहा है उस वैल्यू को ही हाईजैक कर लिया जाए। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारे पास, जो कि है व्हाई इज सेशन हाईजैकिंग सक्सेसफुल। सेशन हाईजैकिंग इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों है? तो आइए इसको समझते हैं और कुछ कमियां देखेंगे सिस्टम्स में जिनकी वजह से सक्सेसफुल है। तो पहला है इनवैलिड सेशन आईडी, और इसके आगे लिखा हुआ है अकाउंट लॉक, यानी जैसे ही इनवैलिड सेशन आईडी कोई डालता है तो अकाउंट लॉक नहीं होता हमारा। अगर अगर आपने मेरे को गलत पासवर्ड बोला तो आपका अकाउंट लॉक नहीं होगा, मैं आपको ऑप्शन दूंगा आप दूसरा बोले, तो यानी आप ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं वीक सेशन आईडी जनरेशन एल्गोरिथम, यानी जो सेशन आईडी बनाने का एल्गोरिथम है कि नेक्स्ट से नेक्स्ट क्या होनी चाहिए। जैसे अगर हम वेब डेवलपमेंट या कहीं और बात करें प्रोग्रामिंग्स में, तो वहां एक रैंडम फंक्शन होता है जो बेसिकली रैंडम नंबर्स जनरेट करता है। तो वैसे ही जिस प्रोसेस से ये सेशन आईडी जनरेट हो रही है उसका जो एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम बहुत वीक होता है, वो इजीली गैसेबल है कि नेक्स्ट जो है सेशन आईडी वो क्या क्रिएट हो सकती है। और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं सेशन आईडी आपकी भी गैस कर सकता हूँ और आपके आने वाले नेक्स्ट यूजर की भी गैस कर सकता हूँ। उसके बाद है इनसिक्योर सेशन आईडी हैंडलिंग, यानी ये जो सेशन आईडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है इसकी हैंडलिंग इनसिक्योर है। ये जो है बेसिकली विदाउट इंक्रिप्शन जा रही है, तो इसकी हैंडलिंग जो होती है कि ये प्रॉपर एक जगह से दूसरी जगह सिक्योरली जाए वो प्रॉपरली नहीं हो रही है। उसके बाद है आइडेंटिफाई सेशन टाइम आउट, यानी सेशन टाइम आउट भी एक चीज होती है, यानी अगर दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनमें एक सेशन टाइम आउट होना चाहिए कि वो मिनिमम 5 मिनट के लिए कनेक्ट हो सके, हर 5 मिनट बाद वो नया सेशन आईडी जनरेट करे। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आजकल जो वेबसाइट बन रही है उसमें सिक्योरिटी स्टेप्स वो ले रहे हैं कि जो भी सेशन क्रिएट हो रहा है वहां पे सेशन टाइम आउट डालें, ताकि हर कुछ सेकंड बाद हम वापस लॉग इन करते हो सेशन क्रिएट हो जाता है वापस से। बट ये जरूरी है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, बिकॉज अगर मैंने आपकी सेशन आईडी चुरा ली और वहां पे कोई सेशन टाइम आउट है ही नहीं, मतलब अगर मेरे पास एक बार आपकी सेशन आईडी आ गई और मैं लाइफ टाइम लॉग इन रह सकता हूं, तो उस केस में ये आपको काफी ट्रबल पहुंचा सकती है कि जिसने आपकी सेशन आईडी ली है वो लाइफ टाइम एक्सेस है, वहां पे कोई सेशन टाइम आउट है ही नहीं। उसके बाद मोस्ट पीसी जो होते हैं वो टीसीपी आईपी के जरिए ही सारा काम होता है। और जैसा कि हमने देखा कि टीसीपी में जो ये कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे जो सेशन आईडी है वो सही से मैनेज नहीं हो रही है, उसका एल्गोरिथम लो है। तो इस वजह से, और उसमें केवल स्टार्टअप के वक्त जैसे कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा होता है केवल तब ही सेशन आईडी का जो ऑथेंटिकेशन है वो किया जाता है, उसके बाद नहीं किया जाता, तो इस वजह से वर्नेबल भी है। तो इनसे बचने के लिए क्या करा जाए? सो यहाँ पे काउंटर मेजर भी दिया है कि कोई भी काम विदाउट इंक्रिप्शन मत करिएगा, यानी आपकी जो सेशन आईडी जा रही है वो इंक्रिप्टेड ही जानी चाहिए। अगर वो इंक्रिप्टेड है तो वो ज्यादा सिक्योर है, बिकॉज पहले उस अटैकर को सेशन आईडी को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, देन ऐसी खूब सारी सेशन आईडीज को कैच करके जब वो डिक्रिप्ट कर पाएगा उसके बाद वो उनके एल्गोरिथम को समझ पाएगा और नया आईडी गैस कर पाएगा। तो आपकी जो सेशन आईडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वो इंक्रिप्टेड होनी चाहिए। तो ये कुछ बातें फ्रेंड्स जो हमें ध्यान रखनी चाहिए सेशन आईडी से रिलेटेड सिक्योर रहने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेशन हाइजैकिंग प्रोसेस क्या होता है, सेशन हाइजैकिंग प्रोसेस कैसे काम करता है ये समझते हैं। सबसे पहले स्नाइफिंग होती है, यानी जो डेटा है उसे कैप्चर करा जा रहा है, जो भी पैकेट्स हैं उनको लिया जा रहा है, फिर उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। स्नाइफिंग में क्या होता है बेसिकली कि हम जो भी डेटा है हम उसे देख सकते हैं और यहाँ पे उसको मॉनिटर करा जा रहा है। देखने से मतलब मॉनिटर नहीं होता, मॉनिटर का मतलब होता है उसे एनालाइज करना, क्या क्या काम हो रहे हैं एग्जैक्टली उन पर नजर रखना। तो मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग के बाद हम बेसिकली यहाँ पे सेशन डीसिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं, यानी जो सामने वाले का सेशन है उसे हटा रहे हैं, उसे डीसिंक्रोनाइज कर रहे हैं। और डीसिंक्रोनाइज करने के बाद हम सेशन आईडी प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं उस एल्गोरिथम के बेसिस पे। होता क्या है फ्रेंड्स, जब एक से ज्यादा सेशन आईडी आएगी हमारे पास, यानी मान लीजिए सेशन आईडी जनरेट करने का प्रोसेस कुछ ऐसा है, पहले पर्सन को जो सेशन आईडी मिली वो थी 102, दूसरे पर्सन को जो सेशन आईडी मिली वो थी 104, देन मिली 6, देन मिली 8। तो अब आप बताइए नेक्स्ट सेशन आईडी क्या होगी? बहुत इजी गैसेबल है ना, आपको पता है यहाँ पे जो प्रॉपर फॉर्मेट चल रहा है नए सेशन आईडी जनरेट करने का वो +2 है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप आईडी गैस कर लेंगे इजीली। तो ऐसा ही अगर मेरे को एल्गोरिथम पता है, यानी मैंने अगर 3-4 सेशन आईडीज भली वो कुछ भी हो, भले ही वो ऐसी फॉर्मेट में भी क्यों ना हो, बट वो किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर मैं 3-4 सेशन आईडीज या उससे ज्यादा भी
ले लेता हूँ, उनके बीच के डिफरेंस को कैलकुलेट करता हूँ, तो मैं इजीली गैस कर पाऊंगा कि ये किस एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम बेसिकली सेशन आईडी को रीजनरेट कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सेशन आईडी करेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे हम सेशन आईडी प्रिडिक्ट कर रहे हैं और प्रिडिक्ट करने के बाद हम कमांड इंजेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग कितने टाइप्स की होती है? तो सेशन हाईजैकिंग 2 टाइप्स की होती है, पहला है पैसिव, दूसरा है एक्टिव। अब ये भी ऐसे ही काम कर रहा है कि पैसिव सेशन हाईजैकिंग में बेसिकली हम दूर से कोशिश कर रहे हैं कि जो डेटा है वो स्नाइफ कर ले और हम वैल्यू को ले लें। एक्टिव सेशन हाईजैकिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो भी दो सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, वहां पे कहीं ना कहीं बीच में स्नाइफिंग कर रहे हैं। उनको पता पड़ रहा है कि मैं वाईफाई से कोई जुड़ा है, मैं हॉटस्पॉट से कोई जुड़ा है, और वो स्नाइफिंग कर रहा है, वो सेशन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमने कोई प्रोग्राम भेजा है, कोई वायरस भेजा है जो सारे कुकीज और सेशन आईडीज हम तक ट्रांसफर करता है। अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो एक्टिव सेशन हाईजैकिंग में आता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेशन हाईजैकिंग इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में सेशन हाईजैकिंग कैसे हो रही है? तो इसमें दो चीजें हैं, पहला होगा नेटवर्क लेवल में और दूसरा होती है एप्लीकेशन लेवल में। तो बेसिकली नेटवर्क लेवल में सेशन हाईजैकिंग कैसे परफॉर्म करेगी? तो यहाँ पे नेटवर्क लेवल में हम देखते हैं, नेटवर्क लेवल हाईजैकिंग कैन बी डिफाइंड एज द इंटरसेप्शन ऑफ पैकेट्स। यानी जब नेटवर्क लेवल हाईजैकिंग कैसे होगी, अगर मैंने वायरशार्क ऑन किया है तो जो भी पैकेट्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं मैं उन्हें इंटरसेप्ट कर सकता हूँ, मैं उन्हें बीच में रोक सकता हूँ, मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ, मैं बर्बसूट के जरिए काम कर सकता हूँ। तो नेटवर्क लेवल में जो काम हो रहा है वो मैं वायरशार्क के जरिए करूंगा। तो जैसे ही मैं किसी पैकेट को पढ़ सकता हूँ या उसे रोक सकता हूँ, तो वहां पे मैं उस पैकेट की सेशन आईडी कैप्चर कर लूंगा। सो बेसिकली इसी तरीके से नेटवर्क लेवल सेशन हाईजैकिंग होती है। एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग में क्या होता है देखते हैं। एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग में हम क्या करते हैं? एप्लीकेशन लेवल सेशन हाईजैकिंग रेफर्स टू गेनिंग कंट्रोल ओवर द HTTP यूजर सेशन बाय ऑब्टेनिंग द सेशन आईडी। तो यहाँ पे जो HTTP कम्युनिकेशन सेट होता है जिसमें सेशन आईडी और टोकन जनरेट होते हैं, वहां पे हम उस सेशन आईडी को या तो गैस करके कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर हम बर्बसूट या किसी ऐसे टूल के जरिए इंटरसेप्ट करके उन वैल्यूज को ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंटरसेप्शन हो रहा है और गैसिंग हो रही है। बेसिकली ये जो HTTP में गेट और पोस्ट के जरिए डेटा जाता है, वहां से हम उस सेशन आईडी को कैप्चर कर रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूं जहां हम देखेंगे कि हम सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। सेशन हाईजैकिंग आप लोगों को पता होगा, बेसिकली जैसे ही हम किसी भी वेबसाइट में, किसी वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो वो हमें एक कुकी, एक आईडी दे देती है जिसको हम कहते हैं सेशन आईडी। वो कैसे देते हैं? वो सेट कुकी करके उसके आगे एक वेरिएबल और उसके अंदर एक वैल्यू रखते हैं। वो वैल्यू हमारी सेशन आईडी होती है जो कि बताते हैं कि हमारी अथॉरिटी क्या है, हम लॉगिन है कि नहीं है। तो सेशन आईडी के जरिए जो बेसिकली है प्रॉपर वेबसाइट हमारी जो लॉगिन आईडी है उसको लॉगिन रखती है, और वो सेशन जब तक कनेक्टेड है तब तक हमारी वो कुकी आईडी सेम रहती है, अदरवाइज वो रिमूव कर दी जाती है। तो जब तक सेशन आईडी हमारे पास है तब तक हम अथॉरिटी में हैं। जो हमारी ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद हमें अथॉरिटी मिलनी थी, हम उस अथॉरिटी में हैं। तो सेशन हाईजैकिंग क्या होता है? सेशन हाईजैकिंग का मतलब है कि जो हमारा विक्टिम है, हमें उस विक्टिम की उस सेशन आईडी को लेना है और उसे खुद के कंप्यूटर में लगा देना है। इसका मतलब हम बिना आईडी पासवर्ड के जो हमारा विक्टिम है उसकी आईडी ले सकते हैं, यानी विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स। हम अगर उसकी सेशन आईडी ले लें, सेशन आईडी भी वैसे क्रेडेंशियल ही है, अगर हम उसका क्रेडेंशियल के तौर पे सेशन आईडी ही लें, केवल आईडी या पासवर्ड न लें, तो भी हम उसका अकाउंट प्रॉपर्ली लॉगिन करके चला सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, आइए इसे देखते हैं, सेशन आईडी के वर्क को भी समझते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम हमारी काली मशीन ओपन कर लेंगे। काली मशीन ओपन करते ही आप देख सकते हैं हमारे राइट हैंड साइड में हमारा जो ब्राउजर है वहां पे हमने एक वर्नेबल साइट ओपन कर रखी है। एंड देन हम यहाँ पे बेसिकली जो टर्मिनल है इसके जरिए बर्बसूट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो बर्बसूट स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डाउनलोड डायरेक्टरी में जहाँ पे बर्बसूट हमने रखा था, CD बर्बसूट LS करेंगे तो यहाँ आपको सारी फाइल्स दिख रही होगी। एक्टिवेशन बेसिकली लैब सेटिंग अप लैब में ही मैंने करवा दिया है, ये बर्बसूट का प्रोफेशनल वर्जन है। तो अब इसको रन करना है। रन करने के लिए हम /burp.sh लिखेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारा बर्बसूट है ये स्टार्ट हो रहा है अभी। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, स्टार्ट बर्ब करेंगे। ओके, सो ये विंडो बेसिकली लेफ्ट लाइन कर दी हमने एंड राइट हैंड साइड में हमारी जो वेबसाइट है वो है। अब हम देखेंगे कि सेशन आईडी काम कैसे करती है और हम सेशन आईडी हाईजैकिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम प्रॉक्सी ऑन कर लेंगे। प्रॉक्सी में देखते हैं इंटरसेप्शन ऑन है, सब बढ़िया है। यहाँ पे भी प्रॉक्सी सेट है। अब हम यहाँ आपको बता दूं, प्रॉक्सी सेट करने के लिए आपको बेसिकली प्रेफरेंसेस में जाना है। OXY जो कि प्रॉक्सी की स्पेलिंग होती है PROXY, तो OXY लिख के सर्च करेंगे तो आप प्रॉक्सी सेटिंग्स आपको यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे आपको मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन को टिक करना है। 127.0.0.1 एंड पोर्ट 8080 जो कि यहाँ पे आपको बर्बसूट में ऑप्शंस में दिख जाएगी। आप देख सकते हैं 127.0.0.1 एंड 8080 इसकी पोर्ट है। तो हमने वो दोनों चीजें मेंशन कर दी है, इस ऑप्शन को टिक किया है।
और उसके बाद ओके कर दिया है। सो यहाँ पे हमारी जो प्रॉक्सी है वो ऑन हो गई है। इसके बाद अगर आपको कोई साइट ओपन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में बेसिकली आपको सर्टिफिकेशन, जो बर्ब सर्टिफिकेशन है, उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस है। सबसे पहले उसे डाउनलोड करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे HTTP एंड बर्ब लिखेंगे। आप बस HTTP बर्ब लिख के एंटर करेंगे, उसके बाद कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे। आप जैसे ही लिखेंगे तो आपको यहाँ पे CA सर्टिफिकेट लिखा हुआ दिखेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेव फाइल का ऑप्शन करके आप इसको सेव कर लेंगे और ये सर्टिफिकेट जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड देन प्रेफरेंस में जाके हम सर्टिफिकेट सर्च करेंगे। CERTI लिखेंगे तो बेसिकली यहाँ पे सर्टिफिकेट, व्यू सर्टिफिकेट लिखा हुआ आ जाएगा। हम व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन हमारे सामने एक पॉपअप बॉक्स आएगा जहाँ पे हमसे टिक मार्क मांग रहा होगा कि क्या हम इसे ट्रस्ट करते हैं। तो हम दोनों ऑप्शंस को टिक कर देंगे एंड देन सेव कर देंगे। तो हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ इसलिए मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ये सब करने के बाद बेसिकली आपका जो बर्ब है उसकी प्रॉक्सी अच्छे से काम करेगी। आपका जो ब्राउजर है वो बर्ब से अच्छे से जुड़ के काम कर पाएगा। नाउ क्योंकि हमने सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर ली है तो अब हम चलते हैं इंटरसेप्शन में एंड यहाँ इसको मैं बेसिकली फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक नॉर्मल पेज है। तो हम यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। सबसे पहले साइन अप पे जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे एंड हम यहाँ वैसे तो SQL इंजेक्शन के जरिए लॉगिन करेंगे। इसको मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा, मैंने पहले की वीडियोस में भी समझाया। वैसे फिलहाल मैं अभी आपको इसको नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक लॉगिन कर रहा हूँ। बस मान लीजिए मैं रियल क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर रहा हूँ। तो अगर कोई यूजर लॉगिन करता है तो यहाँ ये रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है जो वहां तक जाएगी, हमारे सर्वर तक जाएगी और हमारे लिए एक सेशन ID लेके आएगी। तो हमें इस रिक्वेस्ट पे बेसिकली राइट क्लिक करके हमें यहाँ पे नीचे डू इंटरसेप्ट में जाना है एंड डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस साइट, यानी इंटरसेप्ट अब हमें करना है जो रिस्पॉन्स आ रही है उसको भी, ताकि हम जो कुकी वैल्यू है उसको यहीं पकड़ सके। अब जैसे ही हम इसे फॉरवर्ड करेंगे तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स फ्रॉम, जो हमारा सर्वर था उससे, यानी जो वेबसाइट थी इसके जरिए रिस्पॉन्स आया, जहां पे सेट कुकी लिखा हुआ है और आगे उसकी वैल्यू है लॉगिन इक्वल्स टू टेस्ट स्पेस टेस्ट। तो ये जो बेसिकली वैल्यू है लॉगिन इक्वल्स टू, उसके आगे जो वैल्यू है ये हमारी सेशन ID है। ये बता रही है कि ये पर्सन लॉगिन है। ये टेस्ट बेसिकली इसका ID पासवर्ड होगा, यानी अगर यूजर नेम पासवर्ड में मैं टेस्ट दिखता तो मैं लॉगिन हो जाता। बट यहाँ पे ये कुकी के अंदर एक सेशन ID है। ये सेशन ID जिसके पास भी होगी वो बेसिकली मेरा अकाउंट लॉगिन कर सकता है। तो अब हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इसको कैसे यूज में लेंगे? हम चाहे तो मैन्युअली जाके सेशन ID को सेट कर सकते हैं, बट हम एक और अच्छा प्रोसेस करेंगे। हम यहाँ से इस रिक्वेस्ट को तो फॉरवर्ड कर देंगे, यानी अकाउंट तो लॉगिन हो गया है, बट अब हम इस अकाउंट को लॉग आउट करेंगे। अब मान लीजिए एक अटैकर जिसने हमारी सेशन ID चुरा ली थी, वो अटैकर आता है और अटैकर इस पेज को देखता है और इस पेज के किसी भी, इस वेबसाइट के बेसिकली किसी भी पेज पे जाता है। तो यहाँ पे मैं योर कार्ट में गया एंड अब ये जो रिक्वेस्ट जारी है, इस रिक्वेस्ट के अंदर मैं मेरी कुकी वैल्यू भी डाल दूंगा, जिसकी वजह से मैं बिना ID पासवर्ड डाले, आप देख सकते हैं फिलहाल मैं लॉगिन नहीं हूं बट मैं अभी लॉगिन हो जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कुकी लिखूंगा, एंड यहाँ पे कुकी लिखने के बाद मैं जो हमारा पैरामीटर था लॉगिन, उसके आगे जो हमारी सेशन ID थी टेस्ट स्पेस टेस्ट, वो मैं यहाँ डाल के फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही फॉरवर्ड करा है लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैंने अभी तक मेरे क्रेडेंशियल्स ID और पासवर्ड नहीं डाले थे, लॉगिन पेज पे मैंने लॉगिन नहीं करा था। अगर मैं किसी भी पेज पे जाता हूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल जो है वो देख सकता हूँ। यहाँ पे अब देखो दूसरी रिक्वेस्ट जा रही है, तो यहाँ पे भी मैं अगर सेशन ID डालता हूँ COOKIE कुकी एंड देन फॉरवर्ड, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं उस अकाउंट को इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं उस अकाउंट के सारी अथॉरिटी जो थी उसे एक्सेस कर पा रहा हूँ। मैं मैन्युअली कुछ टूल्स लेके भी इन कुकीज को बेसिकली डिफॉल्ट सेट कर सकता हूँ। बट फिलहाल मैं यहाँ पे आपको सेशन हाईजैकिंग का रोल समझाया था कि यानी अगर आपकी किसी ने भी सेशन ID ले ली है, किसी भी सोर्स से ले, किसी ने स्टोर्ड एक्सेस के जरिए ली है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस के जरिए ली है, या फिर आपके पास कोई वायरस भेज के ले ली है, आपके जो क्रेडेंशियल चुराए उनमें कुकीज उसको मिल गई है, अगर किसी भी सोर्स से आपकी जो कुकी ID यानी सेशन ID थी वो उसके पास पहुंची है, तो वो आपका सेशन लॉगिन कर सकता है बिना आपके ID पासवर्ड डाले। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं हैकिंग वेब सर्वर्स वर्सेस एप्लीकेशंस। सो आइए देखते हैं इसके बारे में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं। वो 5 चीजें क्या है? व्हाट इज वेब सर्वर,
वेब सर्वर अटैक्स मेथोडोलॉजी एंड वेब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, वेब एप्लीकेशन हैकिंग मेथोडोलॉजी। तो आज हम टोटल 5 चीजें सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक। तो पहला है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, यानी वेब सर्वर क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो कि स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद वो एक वेब पेज डिलीवर करता है। किसको करता है? हमारे क्लाइंट को। कैसे? किस प्रोसेस के जरिए? HTTP के जरिए। यानी वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर है, एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें जैसे ही कोई चीज आती है, कोई फाइल आती है, उसे स्टोर करेगा, उसे प्रोसेस करेगा एंड देन उसका आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा क्लाइंट को, जो कि होता है एक वेब पेज। HTTP के जरिए ये उसको प्रोड्यूस करके सेंड करता है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वेब सर्वर अटैक्स, यानी एक वेब सर्वर जो बेसिकली हमारा सर्वर है जहां पे सारी फाइल्स पड़ी है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वहां जाके प्रोसेस होकर हमारे लिए रिस्पांस लेके आती है। उस वेब सर्वर में कितने तरीके से अटैक्स हो सकते हैं, कितने टाइप्स के अटैक्स वहां पे पॉसिबल है। तो ये देखते हैं। पहला डॉस डीडॉस अटैक। डॉस एंड डीडॉस अटैक वेब सर्वर पे इजीली करा जा सकता है। सेकंड है DNS सर्वर हाईजैकिंग, यानी जो सर्वर हाईजैकिंग होती है डोमेन नेम सर्वर की, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक, यानी जो उसकी डायरेक्टरीज हैं उन डायरेक्टरीज को एक्सेस कर लेना, तो उसको हम कहते हैं डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक। देन है MITM अटैक, यानी मैन इन द मिडल अटैक। ये क्या होता है? सर्वर और क्लाइंट के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसे सुन लेना, उसे बीच में इंटरसेप्ट करना, उसको कहते हैं मैन इन द मिडल। उसके बाद हमारे पास आता है फिशिंग अटैक्स, यानी हम फिशिंग अटैक्स भी कर सकते हैं। हम बेसिकली जो भी सर्वर मैनेज कर रहा है या जो भी बेसिकली वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस है, वहां पे हम फिशिंग करके वेब सर्वर हैकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन, यानी वेब सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन में क्या हो रहा है? अगर एक वेब सर्वर एस्टेब्लिश करा गया है, उसकी सेटिंग्स करी गई है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मिसकॉन्फ़िगरेशन रह जाती है, जिसका हम एग्जांपल लिख सकते हैं। उसका जो इंडेक्स ऑफ है वो हमें दिख रहा होता है, या अगर उसकी जो डायरेक्टरीज है उनको सही से हाइड नहीं करी हुई होती, फाइल जो है उसकी हैंडलिंग अगर सही से नहीं हो रही, और ऐसी काफी सारी चीजें, रिक्वेस्ट आती है उसकी हैंडलिंग सही से नहीं होती, तो ये सारी चीजें बेसिकली मिसकॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो मिसकॉन्फ़िगरेशन के जरिए भी अटैक करा जाता है। वेब कैशे पॉइजनिंग अटैक, यानी जो कैशे फाइल्स होती है, जो वेब एप्लीकेशन पे रिक्वेस्ट और रिस्पांस के जरिए कैशे ट्रांसफर्स होती है, उनमें कोई भी मिलिशियस प्रोग्राम या जो हमारी लाइन है उसे रन कर देना, तो उसको हम कहेंगे वेब कैशे पॉइजनिंग अटैक। देन हमारे पास आता है SSH ब्रूट फोर्स अटैक, जो सिक्योर सर्वर शेल होती है SSH, उसके अंदर हम बेसिकली हमारा जो ब्रूट फोर्स अटैक है उसे परफॉर्म करके जो उसकी की होती है वो कैप्चर कर सकते हैं, तो ब्रूट फोर्स अटैक भी परफॉर्म करा जाता है। देन उसके बाद आता है वेब सर्वर पासवर्ड क्रैकिंग, यानी जो पासवर्ड्स हैं वेब सर्वर के, जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उनको क्रैक करना, तो ये जो हमारा वेब सर्वर होता है उस पर ये अटैक्स परफॉर्म करा जाता है। उसके बाद हमारे पास है SSRF सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक। तो ये जो अटैक्स अभी आप देख रहे हैं, ये सारे अटैक हमारी जो वेब सर्वर होती है उस पर परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेब सर्वर अटैक्स मेथोडोलॉजी, यानी वेब सर्वर पे अटैक करने के स्टेप्स क्या हैं, हमें किन स्टेप्स को फॉलो करके एक वेब सर्वर पे अटैक करा जाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला स्टेप इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो कि हमने समझा है। अगर हमें किसी सिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, जो हमारे सेशंस भी इसी बेसिस पे चल रहे हैं, सबसे पहले नेटवर्किंग के बाद क्या आता है? इंफॉर्मेशन गैदरिंग, बिकॉज ये बहुत जरूरी टॉपिक है और इसमें हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उसी के बाद हमारा आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता है। ये बेसिकली एक वाटरफॉल मॉडल की तरह है कि जब एक स्टेप पूरा होगा तभी दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा। देन इसके बाद हमारे पास आता है वेब सर्वर फुटप्रिंटिंग, यानी उसकी फुटप्रिंटिंग करना, उसकी और इन्फॉर्मेशन गैदर करना सर्वर की। उसके बाद हमारे पास आता है वेबसाइट मिररिंग, यानी उस वेबसाइट को एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, उसकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग है उसे समझना। उसके बाद हमारे पास आएगा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, जब हम सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, वेब सर्वर के काम करने के प्रोसेस को समझ लेंगे, देन हम उस पर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, हम उस पर वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे। हम देखेंगे कि उसके जो जो वर्जन है, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है, वहां पे कहाँ कहाँ ऐसी कुछ वल्नरेबिलिटीज है जिसके जरिए एक्सप्लॉइट करा जा सकता है, तो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे एंड देन वहां पे सेशन हाईजैकिंग परफॉर्म करेंगे। यानी एक वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच में जब एक सेशन क्रिएट होता है, एक सेशन आईडी जनरेट होती है, तो उस सेशन आईडी को हैक करने की कोशिश करेंगे, तो उसको कहते हैं सेशन हाईजैकिंग। देन हमारे पास आएगा वेब सर्वर पासवर्ड क्रैकिंग, जो कि हमने देखा बेसिकली एक वेब सर्वर है तो उसकी जो क्रेडेंशियल्स है उसको क्रैक करने का प्रोसेस भी ट्राई करा जाएगा। तो ये प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है एक वेब सर्वर को टेस्ट करने की। सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, देन उसके बारे में कुछ और चीजें समझना, सर्वर के बारे में समझना, उसके बाद जो टोटल उस वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसको समझना। जब हम ये सारे प्रोसेस करते हैं तो हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर पाते हैं और उसके बाद हम सेशन हाईजैकिंग और पासवर्ड क्रैकिंग जैसे अटैक्स करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास वेब एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट। वेब एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वेब एप्लीकेशन क्या होती है? बेसिकली जब वेब सर्वर और एक क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन करने में हेल्प कर रही है, वो एक वेब एप्लीकेशन है। एक ऐसी एप्लीकेशन जो बेसिकली वेब सर्वर से जो भी आउटपुट आ रहा है
उसको जो हमारा क्लाइंट है उसे शो करती है और क्लाइंट के जरिए जो भी इनपुट जा रहा है वो वेब सर्वर तक पहुंचाती है। तो ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन का पॉइंट है। तो ये बेसिकली एक ऐसा इंटरफेस है जो दोनों यूजर्स को कनेक्ट करेगा, यानी एंड यूजर और वेब सर्वर को कनेक्ट करता है। एंड क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट्स, बेसिकली वेब एप्लीकेशन में एक ही बात खास है कि ये ज्यादा प्रोसेसिंग सर्वर की नहीं लेती है, इसके पास स्क्रिप्ट्स होती है जो कि क्लाइंट ब्राउजर में ही रन होती है, यानी जावा स्क्रिप्टिंग कह लीजिए और कुछ और भी स्क्रिप्ट्स है जो बेसिकली क्लाइंट ब्राउजर पे ही रन हो रही है। तो जस्ट बिकॉज ये क्लाइंट ब्राउजर पे ही रन हो रही है, इसका आउटपुट का जो मेथड है वो वेब सर्वर से होके आता है, बट प्रोसेसिंग भी बचती है इससे, वेब सर्वर भी काफी फास्ट परफॉर्म करता है और ये काफी अच्छा जो है आउटपुट प्रोड्यूस करती है। सो ये है वेब एप्लीकेशन। आइए इसके बारे में हम और चीजें देखते हैं, लाइक वेब एप्लीकेशन हैकिंग मेथोडोलॉजी, यानी वेब एप्लीकेशन में जो हैकिंग होती है उसकी मेथोडोलॉजी क्या, उसके क्या स्टेप्स है, क्या स्टेप्स फॉलो करके उस पर हैकिंग करी जाती है। तो आइए समझते हैं। पहला है फुटप्रिंटिंग वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारा जो वेब इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फुटप्रिंटिंग करना, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेना कि भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस बेसिस पे बनाया गया, वो कैसा दिखता है, उसका फाइल स्ट्रक्चर कैसा है, फाइल्स के नाम क्या रखे हुए हैं ताकि हम गैसिंग कर सके कुछ ऐसे फाइल्स और फोल्डर्स की जिसमें हमारे रिलेटेड बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हो सकती है। देन हम करेंगे एनालाइज वेब एप्लीकेशन, उस वेब एप्लीकेशन को एनालाइज करेंगे, उसको स्पाइडर करेंगे, उसकी सारी यूआरएल्स देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका वर्किंग फ्लो क्या है, अगर हम कोई इनपुट देते हैं तो ये कैसे उसका आउटपुट जनरेट करती है। देन हम देखेंगे बाईपास क्लाइंट साइड कंट्रोल, यानी अब जो क्लाइंट के पास कंट्रोल था क्या हम उसे बाईपास कर सकते हैं, क्या हम एडमिन प्रिविलेजेस में जा सकते हैं, क्या हम किसी लॉगिन पेज को बाईपास कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज जितनी भी उसकी प्रोग्रामिंग है वो तो हमारे ब्राउजर में ही है। वेब एप्लीकेशन क्या थी, उसका जो प्रॉपर स्क्रिप्टिंग थी, जो वर्किंग हो रही थी वो ब्राउजर में ही रन हो रही थी। तो अगर हमारे पास सारे कंट्रोल्स हैं तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं किसी क्लाइंट की जो कंट्रोल है उसको बाईपास कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अटैक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, यानी अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अटैकिंग मेथड है उस मैकेनिज्म को समझेंगे कि हम कैसे इसमें अटैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझ लिया है, इसकी जो भी काम करने का प्रोसेस है उसको समझ लिया है, तो अब हम इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि हम हमारा जो अटैक है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे। देन हम करेंगे अटैक सिलेक्ट करेंगे अटैक ऑथराइजेशन स्कीम के जरिए, यानी अब हम देख लेंगे क्योंकि हमने इसको समझा है, हमने देखा है इस पे कौन कौन सा अटैक टेस्ट करते हैं, तो उनमें से हम कोई अटैक सिलेक्ट करके उसे ऑथराइज करेंगे कि हाँ भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसमें रियलिटी में इस चीज की वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है, पैरामीटर टेम्पटेशन है कि नहीं है। उसके बाद हमारे पास आता है अटैक एक्सेस कंट्रोल, यानी अब हम उस कंट्रोल को लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो अटैक सक्सेस हो रहा है, अब हमारे पास एक्सेस कंट्रोल भी अवेल होगा और ऐसे ही हम आगे के प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो कि अटैक सेशन मैनेजमेंट मैकेनिज्म, यानी अब क्योंकि मेरा कनेक्शन जो है वहां पे बैठ गया, यानी मैंने उसमें वल्नरेबिलिटी निकाल के उसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर दिया, तो अब मेरा काम है कि जो सेशन है वो प्रॉपर्ली क्रिएटेड रहे, वो ब्रेक ना हो, जस्ट बिकॉज मेरे को वापस उस प्रोसेस को फॉलो ना करना पड़े। तो सेशन मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद हम करेंगे इंजेक्शन अटैक्स, यानी क्योंकि ये सारी चीजें हो गई तो अब हम और चीजें ट्राई करेंगे, लाइक अगर हमें पैरामीटर्स मिले तो हम इंजेक्शंस ट्राई करेंगे, एसक्यू इंजेक्शन ट्राई करेंगे, एचटीएमएल इंजेक्शन ट्राई करेंगे, काफी सारे अलग अलग इंजेक्शंस ट्राई करेंगे, यानी हम उस पैरामीटर में कोई ना कोई ऐसा इनपुट डालेंगे जिससे वो मिसबिहेव करेगा या फिर सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसकी टेस्टिंग करेंगे। लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम स्कैनिंग करेंगे वेब एप्लीकेशन की, वो भी अकाउंटिक्स जो हमारा सॉफ्टवेयर ACCUNTIX, उस सॉफ्टवेयर के जरिए हम बेसिकली हमारे वेब एप्लीकेशन को स्कैन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो इसकी लिंक है, जो इसके डाउनलोड करने की लिंक है, वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड देन इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ इसका आइकन दिखेगा, तो जैसे आप आइकन पे क्लिक करेंगे सो ये यहाँ पे लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो जाएगा। इस इंस्टॉलेशन के वक्त आपसे ये रजिस्ट्रेशन करने को बोलेगा, तो आप वहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर देना और उन्हीं क्रेडेंशियल्स की हेल्प से आप लॉगिन कर पाएंगे। सो मैं यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डाल देता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्रेडेंशियल्स डाल के स्टार्ट कर दिया है, तो आपके सामने भी ऐसा ही पेज आ रहा होगा। आपको यहाँ करना क्या है, बेसिकली क्रिएट न्यू टारगेट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड करनी है आपके टारगेट की। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स बेसिकली हम यहाँ पे जो डोमेन दे रहे हैं टेस्टिंग के लिए, जो वेब एप्लीकेशन दे रहे हैं वो test.php.1 वेब की ही दे रहे हैं, जो कि एक्यूनेटिक्स के जरिए ही बनाई गई वेबसाइट है। तो हम इसको ऐड टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बेसिकली है हम चाहते हैं कि जो इसकी रिपोर्ट है फास्ट जनरेट हो, तो यहाँ हम सारी सेटिंग्स जो है वो बाय डिफॉल्ट सेव रखेंगे। एंड क्रॉलर देख लेंगे, क्रॉलर में भी कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम एडवांस में भी कुछ चेंज नहीं करेंगे। सो हम यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फुल स्कैन की जगह हम हाई रिस्क वल्नरेबिलिटीज जो होती है उनको सिलेक्ट करें या फिर फुल स्कैन करें। तो यहाँ पे हम बेसिकली फुल स्कैन ही सिलेक्ट करेंगे। एक बार हम चाहते हैं प्रॉपर स्कैन हो जाए ताकि जितनी भी वल्नरेबिलिटीज है वो हमें शो हो जाए।
रिपोर्ट अगर हमें चाहिए तो हम ले लेंगे अफेक्टेड आइटम, जो भी अफेक्ट हुआ है वो सारी रिपोर्ट चाहिए हमें। शेड्यूल इंस्टेंट करके क्रिएट स्कैन कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो बेसिकली हमारा स्कैन है वो स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी फास्ट काम कर रहा है। ये काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज हमें ऐसे ही मिल गई है। तो एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं एंड देन देखते हैं हमें कितनी अच्छी जो रिपोर्ट है वो जनरेट होकर मिलती है, कितनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज वेब एप्लीकेशन में मिल सकती है। हम इसी सेम प्रोसेस से किसी भी वेब एप्लीकेशन का यूआरएल जो है वो ऐड टू टारगेट में करके उसको कंप्लीट स्कैन कर सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज और बाकी जगह पे चल के देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है। अगर हम वल्नरेबिलिटीज में जाएंगे तो हम देख सकते हैं सबसे पहले जो रेड है, जो हाई स्टेट वल्नरेबिलिटी वहाँ में दिखा रहा है PHP अलाउ URL एफ ओपन इनेबल है, यानी यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी ओपन है। सो यहाँ बेसिकली रेड वल्नरेबिलिटी है, यानी वल्नरेबिलिटी सिस्टम को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेटिव, यहाँ नीचे जो ब्लू कलर में ये इन्फॉर्मेटिव वल्नरेबिलिटीज है और ये कुछ नॉर्मल वल्नरेबिलिटीज है जो कि मिसकॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो यहाँ पे हमें वल्नरेबिलिटीज में मिला है साइज स्ट्रक्चर। देखते हैं यहाँ में कंप्लीट साइज स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि फाइल जो है वो किस हिसाब से अरेंज है, किस फोल्डर के अंदर कैसे फाइल अरेंज हो रही है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर मिला है फिलहाल हमें साइट का। इवेंट्स में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो स्कैनिंग चल रही है उसका इवेंट दिखा रहा है हमें कि अभी जो इवेंट है वो स्कैनिंग का चल रहा है एंड यहाँ पे जो प्रोसेस है अपना कर रही है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो स्कैन रिजल्ट था वो हमारे पास करीब करीब आ चुका है। अब हम इस स्कैन को स्टॉप कर देंगे, आगे का स्कैन नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज हमें रिजल्ट जो है नॉर्मल रिपोर्ट मिल ही जाएगी इस स्कैन से। तो हम स्टॉप स्कैन कर देते हैं यहाँ पे एंड स्टॉप स्कैन करने के बाद जैसे ही प्रोसेस स्टॉप होगा यहाँ पे हमें जनरेट रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी हम रिपोर्ट जो है उसे जनरेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो गया है। अब हम जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड हमें रिपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहिए, कैसी फॉर्मेट चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर क्विक पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्विक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा एक। तो हमें क्विक रिपोर्ट देख लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो क्विक रिपोर्ट है उसकी PDF हम देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ हमें बता रहा है कि हमें हाई वल्नरेबिलिटीज 1 मिली थी, मीडियम लेवल की 10 मिली थी और लो लेवल की 2 एंड इन्फॉर्मेटिव जो है वो 3 वल्नरेबिलिटीज मिली थी। अब यहाँ पे अलर्ट्स बता रहा है क्या क्या अलर्ट्स थे। ओके, सो यहाँ पे हमें बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि जो जो कमियां मिली थी वो कहाँ कहाँ मिली थी। एंड अगर हम इसको रिपोर्ट को और अच्छे से देखते हैं, यानी हम जो समरी रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे हमें समरी फॉर्मेट में बता देगा प्रॉपर कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, उससे क्या अफेक्ट हो सकता है। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स। तो आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं आइए देखते हैं। आज हम स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं। वो 4 चीजें क्या है? वायरलेस नेटवर्क वर्किंग, टाइप्स ऑफ वाईफाई इंक्रिप्शंस, टाइप्स ऑफ वायरलेस थ्रेट्स एंड वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी। तो आज हम इन चारों चीजों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट इज वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्किंग क्या है? वायरलेस नेटवर्किंग के बारे में समझने के लिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वायरलेस नेटवर्किंग कितने तरीकों से हो सकती है। हमने हमारे नेटवर्किंग की वीडियो में ये तो देखा है कि वायरलेस नेटवर्क काम कैसे करता है। वो बेसिकली हमें IP असाइन करता है, उसके पास एक प्राइवेट IP होती है जिसको डिफॉल्ट गेटवे कहते हैं। जैसे ही उसके पास इंटरनेट आता है वो अपने जुड़े हुए सारे नेटवर्क्स को उस डिफॉल्ट गेटवे के जरिए सबको एक एक IP अलॉट कर देता है, प्राइवेट IP के जरिए सबको एक एक IP अलॉट कर देता है। वो होती है हमारी प्राइवेट IP एंड ऐसे ही हमारा जो वायरलेस नेटवर्क है ये काम करता है। पब्लिकली जो भी IP जाती है वो जाती है हमारे वाईफाई की, हमारी IP नहीं जाएगी। हम सिस्टम से अगर कुछ एक्सेस करते हैं तो जो हमारा नेट प्रोवाइडर है उसी की IP जाती है पब्लिकली, इंटरनेट पर सबको शो होती है, जिसको कहते हैं पब्लिक IP। तो देखते हैं वायरलेस के बारे में कुछ और चीजें समझते हैं। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स है, तो कितने तरीके के वायरलेस नेटवर्क्स हो सकते हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पे है एक्सटेंशन टू अ वायर्ड नेटवर्क, यानी वायरलेस नेटवर्क का एक तरीका जिसमें वायर्ड नेटवर्क से एक्सटेंशन करते हैं, जिसमें हमारा जो ब्रॉडबैंड होता है वो बेसिकली 2 राउटर या 2 बूस्टर्स हम कह सकते हैं उनको यूज लेता है नेट शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर पहले 5 जने ज्वाइन हो पा रहे थे तो अब 10 जने ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये कर क्या रहा है? ये बेसिकली ब्रॉडबैंड जो है वो एक से ज्यादा राउटर्स या डिवाइसेस को नेट प्रोवाइड कर रहा है जो आगे के डिवाइसेस को नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है लैन टू लैन वायरलेस नेटवर्क। अब लैन टू लैन वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली लैन केबल के जरिए कुछ डिवाइसेस पे नेट प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन वो डिवाइस यानी वो राउटर्स जो है वो बेसिकली आगे उसको वाईफाई के फॉर्मेट में नेट जो है वो शेयर कर रहे हैं। यानी हम लैन केबल के जरिए एक ब्रॉडबैंड तक, एक राउटर तक इंटरनेट पहुंचा रहे हैं एंड देन वो राउटर या ब्रॉडबैंड बाकी डिवाइसेस तक इंटरनेट पहुंचा रहा है। देन हमारे पास आता है मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स। अब मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स में क्या हो रहा है? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस पॉइंट में बेसिकली जो हमारा राउटर है वो 2 एक्सेस पॉइंट्स को नेट दे रहा है एंड देन वो जो 2 एक्सेस पॉइंट्स है वो बाकी के सारे डिवाइसेस को जो वायरलेस एक्सेस है वो दे रहे हैं। उसके अलावा हम देख सकते हैं 3G एंड 4G हॉटस्पॉट, यानी जो कि हमारे मोबाइल में होता है। हमारे मोबाइल में क्या होता है?
हमारे पास सिम है जिसमें हम हमारा हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आसपास कुछ यूजर कनेक्ट हो सकते हैं, यानी हमारे डिवाइस में सिम जो है ये हमारे ब्रॉडबैंड का काम कर रही है और जैसे हम हमारा हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो काफी सारे यूजर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो वो बेसिकली हम 3G और 4G हॉटस्पॉट शेयर कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ वाईफाई है कि वाईफाई कितने टाइप्स में अपने आप को शेयर करता है, नेटवर्क को शेयर करता है कुछ डिवाइसेस के साथ। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ वायरलेस इंक्रिप्शन, यानी अब ये वाईफाई डिवाइसेस के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ देखा है, इसकी वर्किंग देखी, कैसे काम कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि इसमें इंक्रिप्शन कितने तरीके के होते हैं, कौन सा वाईफाई सिक्योर होता है, कौन सा नहीं होता है। पहले जो आते थे उनमें अभी तक जो नॉर्मली चल रहा है वो WEP जो वाईफाई होते हैं वो बेसिकली सिक्योर नहीं माने जाते हैं। इसमें काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस की भी कमी होती है और सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो जो इसमें हैंडशेक फाइल होती है, जब हम किसी सिस्टम से, किसी राउटर से, किसी ब्रॉडबैंड से कनेक्ट हो रहे होते हैं तो हम उसका पासवर्ड लिख के जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक हैंडशेक फाइल जनरेट होकर उस राउटर तक जाती है, जिसमें वो चेक करता है कि हाँ ये बंदा जो है या जो डिवाइस ने आईडी पासवर्ड डाले हैं ये सही है कि नहीं है। तो ये चेक करने के लिए जो आईडी पासवर्ड जा रहे हैं ये बेसिकली विदाउट एनी इंक्रिप्शन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहे होते हैं। तो क्योंकि ये क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जा रहे हैं तो ये बेसिकली सिक्योर नहीं है। कोई भी इसमें बीच में इंटरसेप्ट करके इस पासवर्ड को देख सकता है, जो कि हमने एरोडम्प, एरोमॉन एनजी के जरिए करा है। तो यहाँ पे WEP जो ज्यादा सिक्योर नहीं माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है WPA जो स्टार्ट हुआ वो इससे हल्का सिक्योर था। यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है एन एडवांस वायरलेस इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूजिंग TKIP को यूज में लेके और एक और टेक्निक को यूज में लेके बेसिकली इंक्रिप्शन फॉलो कर रहा था, बट ये WEP से ही सिक्योर था, इतना ज्यादा सिक्योर नहीं था। इसमें जो इंक्रिप्शन यूज हो रहा था वो इजीली क्रैकेबल था, जो पासवर्ड्स थे वो क्रैक करे जा सकते थे। उसके बाद आया WPA2 जो कि आज हम हमारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में और काफी सारे डिवाइसेस में देख सकते हैं, जो कि इन दोनों से ज्यादा सिक्योर माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इंक्रिप्शन टेक्निक है वो अच्छा है, जो पासवर्ड जा रहा है वो इंक्रिप्टेड जा रहा है एंड जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है वो काफी अच्छी हो रखी है। तो ये नॉर्मल किसी और वाईफाई से ज्यादा सिक्योर है। यहाँ पे WPS के जरिए जो हम कनेक्ट हो जाते हैं वल्नरेबिलिटी के जरिए वो भी काफी सिक्योर करी गई है, जो कि WPA या WEP में इतना नहीं था। देन उसके बाद हमारे पास आता है AES। यहाँ पे WPA3 भी होगा जो इससे नेक्स्ट एडवांस सिक्योर है। एंड उसके बाद हमारे पास आता है AES इंक्रिप्शन बेसिकली ऐसे फॉलो करा जाता है कि जो पासवर्ड है उसको इतना अच्छे तरीके से इंक्रिप्ट करा जाता है कि उसको क्रैक करना काफी टाइम ले सकता है। तो इसकी वजह से हमारा जो वाईफाई है वो सिक्योर होता है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ वाईफाई है जो चल रहे हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक से जो वाईफाई में चल रही है, जो हमारे डिवाइस को सिक्योर बनाती है, हमारे वाईफाई को सिक्योर बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइप्स ऑफ वायरलेस थ्रेट्स, यानी वायरलेस डिवाइसेस में कितने तरीकों के थ्रेट्स मिलते हैं, एक वायरलेस डिवाइस पे कितने तरीके के अटैक्स हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्सेस पॉइंट थेफ्ट। वायरलेस डिवाइस में एक्सेस पॉइंट थेफ्ट होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक भी होता है। वायरलेस डिवाइस पे जो बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो राउटर होता है उस पर हम काफी मैक फ्लडिंग करते हैं, DHCP फ्लडिंग करते हैं। इन वजह से जो हमारा राउटर है इस पे डिनायल ऑफ सर्विस डॉस अटैक परफॉर्म करा जाता है। देन ऑथेंटिकेटेड फ्लड, यानी हम जो आईडी पासवर्ड होते हैं वो लगातार ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। हम एक के बाद एक पासवर्ड भेज के चेक कर सकते हैं कि क्या आप इनमें से कोई सही पासवर्ड है कि नहीं है। जो भी सही होगा वो मेरे को ऑथेंटिकेट कर देगा, मैं कनेक्ट हो जाऊंगा हमारे वायरलेस डिवाइस से। देन हमारे पास आता है डिसएसोसिएशन अटैक्स, डीऑथेंटिकेशन फ्लड, ARP कैशे पॉइजनिंग, जो बेसिकली आप देख सकते हैं कि डीऑथेंटिकेशन फ्लड में हम फ्लडिंग कर रहे हैं, ARP कैशे पॉइजनिंग में हम कैशे पॉइजनिंग कर रहे हैं एंड यहाँ पे डिसएसोसिएट अटैक्स भी हम कर रहे हैं। EAP फेलियर है, राउटिंग अटैक्स है, पावर सेविंग अटैक्स है एंड ऐसे काफी सारे अटैक्स जो एक वायरलेस डिवाइस पे परफॉर्म करे जा सकते हैं। हमें इससे सिक्योर रहने के लिए बेसिकली हमारा जो राउटर है उसको अच्छे से कॉन्फ़िगर रखना पड़ेगा, उसको डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस में नहीं रखना पड़ेगा, जो कि मिस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है वायरलेस हैकिंग मेथोडोलॉजी। नाउ एक वायरलेस डिवाइस को हैकिंग क्या क्या हो सकती है उस पर वो तो हमने देखी, बट हैक करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस फॉलो करे जाते हैं। तो आइए उन्हें देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले वाईफाई डिस्कवरी। सबसे जरूरी क्या है, एक वाईफाई डिस्कवर करना। बेसिकली आपको एक टारगेट तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा अगर आपको उसको हैक करना है तो सबसे पहला काम आता है वाईफाई डिस्कवरी, यानी एक वाईफाई नेटवर्क को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद हमारे पास है GPS मैपिंग, यानी ये देखना कि वो डिवाइस हमसे कितना दूर है, हम दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो हमारी पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, यानी जो हमारा, आप ये कह सकते हैं आपके जो नेटवर्क आ रहा है वाईफाई का वो क्या आ रहा है। तो उसकी GPS रेटिंग देखना बहुत जरूरी है कि वो कितना दूर है, और उससे ज्यादा से ज्यादा अगर आप पास जाए तो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आपकी जो वर्किंग है वो फास्ट होगी। उसके बाद हमारे पास आता है वायरलेस ट्रैफिक एनालिसिस, जो कि हमने किया है। हम बेसिकली हमारे वाईफाई स्टिक को मॉनिटर मोड में ले जाके जब सारे ट्रैफिक को एनालिस करते हैं, यानी जो भी ट्रैफिक है उस पर नजर रखते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो वो आता है वायरलेस ट्रैफिक एनालिसिस में। तो हम यहाँ पे जो डेटा आया जा रहा है उस राउटर के थ्रू या राउटर के आसपास, हम उस डेटा को मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देन हम करेंगे लॉन्च ऑफ वायरलेस अटैक,
यानी हम कोई ना कोई अटैक ट्राई करेंगे उस वायरलेस डिवाइस पे। अगर हम उसके डेटा को ले रहे हैं तो हम उसमें इंक्रिप्शन जो है अगर नहीं फॉलो हो रही, यानी पुराना वाईफाई आईडी पासवर्ड हम ले सकते हैं, हम इंक्रिप्शन हो रही है तो क्रैकिंग कर सकते हैं, उसके अलावा हम उस पर फ्लडिंग कर सकते हैं। तो ये सारे अटैक्स जो हम उस पर लॉन्च कर सकते हैं। देन वाईफाई इंक्रिप्शन क्रैकिंग, जो कि मैंने आपको बताया, हमारे पास जो आईडी पासवर्ड है हम उसे क्रैक करेंगे। फ्लडिंग करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो टेबल होती है डीएचसीपी फ्लडिंग कर सकते हैं, मैक फ्लडिंग कर सकते हैं, जिससे वो टेबल फुल हो जाएगी एंड वो किसी और को कनेक्ट नहीं होने देगा। वो काम हम लॉन्च ऑफ वायरलेस अटैक्स में कर सकते हैं। वाईफाई इंक्रिप्शन क्रैकिंग में मैंने आपको बताया बेसिकली, हम आगे परफॉर्म भी करके देखेंगे कि ये कैसे होती है। हम जो पासवर्ड है अगर वो एनक्रिप्टेड जा रहा है तो उसे क्रैक करेंगे, और अगर वो क्लियर टेक्स्ट में जा रहा है तो हमें क्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, जो कि WEP में जाता था। देन हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज दी वाईफाई नेटवर्क। अब एट एंड क्या बचा, जब हमारे पास आईडी पासवर्ड आ गया, हमारे पास बेसिकली पासवर्ड आ गया है हमारे वाईफाई का, तो हम उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे और वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। हम उसकी खुद की जगह भी ले सकते हैं। हम जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस होती है, यानी एक राउटर की जगह भी हम ले सकते हैं, जो कि हम आईपी स्पूफिंग और मैक स्पूफिंग के जरिए करते हैं, जिसके रिजल्ट में मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म करा जाता है। आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूं जहां पे हम देखेंगे कि हम कैसे एक वाईफाई को हैक कर सकते हैं। वायरलेस हैकिंग पे आज मैं वीडियो लेके आया हूं जहां पे हम WPA, WPS, WPA2 हर तरीके के जो वायरलेस डिवाइसेस होते हैं उनकी हैकिंग देखेंगे, कैसे परफॉर्म करी जा सकती है। वाईफाई जामिंग देखेंगे एंड देखेंगे कि हम बेसिकली जो वाईफाई में है स्नाइपिंग कैसे कर सकते हैं, यानी विदाउट किसी नेटवर्क से कनेक्ट हुए हम क्या क्या डेटा कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम हमारी काली मशीन ऑन कर लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो यूज लेने वाले हैं वो बेसिकली वाईफाई स्टिक है। सो हम यहाँ पे ये वाईफाई स्टिक यूज में लेंगे एंड इस स्मॉल से छोटी सी वाईफाई स्टिक के जरिए हम बेसिकली वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म करेंगे। हम काफी सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करेंगे। हम नॉर्मल केवल पासवर्ड क्रैकिंग ही नहीं, हम उससे ज्यादा भी कुछ चीजें करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमारे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करते ही रूट परमिशन देनी है हमें। एंड रूट परमिशन देते ही अब हमें करना क्या है बेसिकली, तो इसको अच्छे से समझिएगा। जैसा कि हमने थ्योरी सेशंस में भी देखा कि जो एक वाईफाई होता है जो काम कैसे करता है, यानी हमारा जो ब्रॉडबैंड है वो हमें आईपी अलॉट करता है, वो हुईज रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर हम उससे कनेक्ट होते हैं, हम आईडी पासवर्ड डाल के जैसे ही सबमिट करते हैं तो एक हैंडशेक फाइल जनरेट होती है। तो हमें वही हैंडशेक फाइल है वो जो ट्रैफिक को कैप्चर करना है। वो कैप्चर हम कैसे कर सकते हैं, वो कैप्चर हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो वाईफाई स्टिक है, हमारा जो वाईफाई डिवाइस है वो मॉनिटर मोड में हो, यानी वो मॉनिटर सेटअप में हो, आसपास का जो भी डेटा जा रहा है वो उसे मॉनिटर कर सके, एनालाइज कर सके। तो उसी केस में हम बेसिकली उस डेटा को कैप्चर करके वहां पे पासवर्ड फाइल कैप्चर करके या तो उन्हें क्रैक कर सकते हैं या उन्हें पढ़ सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम है हमारी वाईफाई स्टिक को मॉनिटर मोड में ले जाना। इसलिए मैंने एक एक्सटर्नल वाईफाई स्टिक यूज में ली है जो कि मॉनिटर मोड सपोर्ट करती हो। तो आपको इसके लिए करना है कि आपको सबसे पहले IF कॉन्फ़िग लिख के एक बार टेस्ट कर लेना है कि आपका जो वाईफाई है उसका नाम क्या है। तो फिलहाल यहाँ पे क्योंकि दो वाईफाई स्टिक है, एक जो मेरे लैपटॉप में इनबिल्ट थी LAN 0 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, और दूसरी जो मैंने अभी प्लग इन करी है जिसका नाम है LAN 1। तो हमें बेसिकली इस LAN 1 की जो वाईफाई स्टिक है इसको कन्वर्ट करना है। तो हम एक बार IW कॉन्फ़िग लिख देते हैं जिससे हमें वायरलेस डिवाइसेस दिखाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें LAN 0 दिखा रहा है एंड LAN 1 बता रहा है। अब यहाँ पे आप नोट करें अगर तो LAN 0 जो है वो तो WS क्यूबटेक से कनेक्टेड है जिसका मोड मैनेज्ड है, एंड LAN 1 जो है वो किसी से कनेक्ट नहीं है और इसका भी मोड मैनेज्ड है। हमें क्या करना है, हमारी जो LAN 1 है उसका मोड मॉनिटर करना है, उसका मोड मैनेज से हटा के मॉनिटर में कन्वर्ट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले अगर किसी भी डिवाइस में हम कोई कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग चेंज करते हैं तो हम उस डिवाइस को बंद करते हैं। हम रनिंग प्रोसेस के अंदर उसमें चेंजेस नहीं करते, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ फाइल को करप्ट कर सकता है। तो हम लिखेंगे IF कॉन्फ़िग LAN 1 डाउन, जिससे जो बेसिकली हमारा LAN 1 है, हमारा जो इंटरफेस है वाईफाई का जो डिवाइस है वो डाउन हो जाएगा, यानी वो बंद होगा, वो थोड़ी देर के लिए स्टॉप होगा ताकि हम उसमें चेंजेस कर सके। अब हम यहाँ लिखेंगे IW कॉन्फ़िग LAN 1 मोड मॉनिटर। हमें क्या करना था, इसका मोड चेंज करना था, मैनेज से मॉनिटर करना था। देन हम एंटर करेंगे तो नाउ इसका जो मोड है वो चेंज हो गया है एंड हमें इस वाईफाई स्टिक को वापस अप करना है, यानी ऑन करना है। तो हम यहाँ पे डाउन की जगह लिख देंगे अप। तो हम यहाँ डाउन की जगह लिख देंगे अप एंड अप लिख के हम करेंगे एंटर। तो बेसिकली अब जो हमारी LAN 1 थी वो ऑन हो गई है। सो मैं अपने ही किसी डिवाइस का जो बेसिकली हॉटस्पॉट है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे शो होने लग जाए। तो मैंने हॉटस्पॉट ऑन कर लिया एंड देन अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारी जो डिवाइस थी उसका जो मोड था वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। IF कॉन्फ़िग लिख के एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स LAN 1 जो है उसका मोड मॉनिटर दिखा रहा है, यानी
अब जो हमारे क्लास का जैसे मॉनिटर होता है जो सब कुछ देखता है, वैसे अब हम मॉनिटर हो गए हैं। हमारे आसपास का जो भी लोकल एयर नेटवर्क में वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, हम उसे पढ़ सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरोडम्प ng एंड देन हमारे इंटरफेस का नाम LAN 1। तो जैसे ही अब हम एंटर करेंगे तो हम हमारे आसपास के जितने भी वाईफाई नेटवर्क हैं उन सबको देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नेटवर्क्स आ रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है, बेसिकली हमें एक टारगेट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, BSS ID का मतलब है मैक एड्रेस। तो यहाँ पे जो हमें BSS ID के अंदर वैल्यूज दिख रही है ये बेसिकली मैक एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसकी पावर है कि ये कितना दूर है या कितना पास है। देन हमारे पास जो इसमें डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो यहाँ पे शो होगा, यानी अगर डेटा ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है यानी एक एक्टिव हॉटस्पॉट है, इससे यूजर जुड़े हुए हैं, नेट चल रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे चैनल है, ये किस चैनल पर रन कर रहा है ये भी हमारे लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज इन्हीं चैनल पर हमें कैप्चर करना पड़ेगा ये कुछ ऐसा है कि किस पोर्ट पे रन हो रहा है। ओके, देन उसके बाद इसमें जो ट्रांसफर ऑफ MB हो रहा है वो यहाँ आ रहा है। इनका इंक्रिप्शन टेक्निक जो है सबका WPA2 है। ओके, एंड देन ये जो बेसिकली सबके सब है ये लॉग्ड है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें इनकी फाइल कैप्चर करनी है, इनके बारे में और जानना है, इनसे कौन कौन से यूजर जुड़े हुए हैं और कैसे काम कर रहे हैं। तो आइए उसे देखते हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि हमारे पास सारे जो वाईफाई थे वो आ गए हैं, तो बेसिकली अब हम एक नेटवर्क को सिलेक्ट करके उस पर स्कैनिंग चालू कर देते हैं। हम इसे यहाँ पे रोक देंगे, Ctrl+C के जरिए हम इसको यहीं रोक देंगे। एंड क्योंकि हमारे पास सबके जो है मैक एड्रेस आ गया है, उनकी BSS ID, उनकी ESS ID आ गई है और उनका चैनल नंबर भी आ गया है। तो अब हमें करना क्या है, हम सबसे पहले इस मैक एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमें अटैक करना है। तो हम Ctrl+Shift+C करेंगे, कॉपी कर लेंगे Ctrl+Shift+C से। देन हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे एरोडम्प ng -- BSS ID एंड देन हमें यहाँ पे जो BSS ID है वो पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे हम जो BSS ID हमने कॉपी करी थी वो पेस्ट कर देंगे, जो कि मैक एड्रेस है विक्टिम मशीन का, यानी वो वाईफाई का जिसको हमें हैक करना है, जिसका हमें पासवर्ड क्रैक करना है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वो मैक एड्रेस डाल दिया है। इसका चैनल नंबर -- चैनल लिख के हम जो चैनल नंबर है वो यहाँ पे बताएंगे। तो चैनल नंबर आप देख सकते हैं ब्लेस्ड बॉय का है 6। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 एंड देन यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसमें बेसिकली जो भी डेटा कैप्चर होगा, यानी अब हम कर क्या रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि इस मैक एड्रेस पे ये जो जिसका भी नेटवर्क है चैनल 6 पे, इससे जो भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं या इससे जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो सारा हमें कैप्चर करना है। बिना उस वाईफाई से कनेक्ट हुए हम ये सारा डेटा कैप्चर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक फाइल में सारा डेटा स्टोर करेंगे। तो उस फाइल का नाम क्या रखते हैं, उस फाइल का नाम रख देते हैं हम ओके, सो उसका नाम रख देंगे हम हैक्ड एंड देन LAN 1, जो बेसिकली हमारे इंटरफेस का नाम है जिसके जरिए हम सारी स्कैनिंग कर रहे हैं, उसका नाम लिखेंगे LAN 1। ये लिखते ही फ्रेंड्स हमें कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरोडम्प ng जो पैकेज है उसका यूज लेके हमने उसको एक मैक एड्रेस दिया BSS ID के जरिए, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं BSS ID मैक एड्रेस था। चैनल बताया एंड चैनल बताने के बाद हमने बोला जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप कैप्चर करोगे वो सारी आपको राइट करनी है हैक्ड LAN 1 में, एंड हम एंटर करेंगे। सो अब हम बेसिकली ब्लेस्ड बॉय को मॉनिटर करना चालू हो गए हैं। अब हम देख सकते हैं उससे कितने लोग कनेक्ट हो रहे हैं और क्या डेटा जो है बेसिकली ट्रांसमिट हो रहा है। डेटा हम डायरेक्ट यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, बट जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम फिलहाल देख सकते हैं कि एक यूजर यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो है ये हमारी मैक एड्रेस है, यानी ये जो हॉटस्पॉट है जो विक्टिम है उसकी मैक एड्रेस है, एंड उससे कोई कनेक्ट हुआ है, एक यूजर एडिड है, यानी एक यूजर इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुआ है। तो कनेक्ट होने के लिए उसने बेसिकली हैंडशेक फाइल भेजी होगी इसको, यानी अपना पासवर्ड डाल के जैसे सबमिट करोगे तो हैंडशेक फाइल गई होगी हमारे हॉटस्पॉट पर। तो अब हमें करना क्या है, हमें इस यूजर को डिस्कनेक्ट करना है ताकि ये वापस से कनेक्ट होने के लिए हैंडशेक फाइल भेजे। भले ये मैन्युअली ना भेजे पर सिस्टम ऑटोमेटिकली भेज देता है हर बार कनेक्ट होते हुए, ताकि अगर पासवर्ड चेंज हो गया है तो कनेक्ट ना हो पाए। यहाँ पे जहाँ आप देख सकते हैं इंटरफेस LAN 1 डाउन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बेसिकली दिखेगा हैंडशेक फाइल कैप्चर, यानी हैंडशेक फाइल लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब हैंडशेक फाइल कैप्चर हो गई है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम इस यूजर को डिस्कनेक्ट करेंगे, जैसे ही यूजर वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगा हमें इसका पासवर्ड मिल जाएगा। तो आइए न्यू टैब खोल लेते हैं हम और यहाँ पे हम पैकेज भेजेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम बेसिकली डीऑथेंटिकेशन पैकेज यानी इस यूजर को डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कमांड लिखेंगे यहाँ पे जिसमें बेसिकली एयरप्ले ng पैकेज का हम यूज में लेंगे, एंड यहाँ पे हमने लिखा है -deauth। -deauth क्या कर रहा है, डीऑथेंटिकेशन पैकेज जनरेट कर रहा है। 10 सेकंड के लिए जनरेट होंगे, यानी 10 रिक्वेस्ट जनरेट होगी, एंड ये रिक्वेस्ट में हमने बाद में ए में मेंशन किया है कि किससे डिस्कनेक्ट करना है, यानी जो हमारा हॉटस्पॉट है जिसका हमें पासवर्ड चाहिए उसका मैक एड्रेस, और किसको डिस्कनेक्ट करना है इसको हमने -c में मेंशन किया है। तो बेसिकली हमें इस यूजर को डिस्कनेक्ट करना था हमारे हॉटस्पॉट से, आप देख सकते हैं इस यूजर को डिस्कनेक्ट करना था हमारे हॉटस्पॉट से।
तो उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए अब हमने जो डिटेल्स थी वो फिल कर दिया है, आखिर में हमने बता दिया इंटरफेस कौन सा है। अब हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे जो डीऑथेंटिकेट पैकेट्स है वो जाएंगे और वो यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर डिस्कनेक्ट होके वापस कनेक्ट होने की उसने कोशिश करी और हमने WPA हैंडशेक जो था वो कैप्चर कर लिया है। आगे मैक एड्रेस लिखा है, यानी हमने किसका जो हैंडशेक था वो कैप्चर किया है, वो हमें बता रहा है हमारे हॉटस्पॉट का हैंडशेक फाइल जो है वो हमने कैप्चर कर लिया है। तो अब हमें इसी हैंडशेक फाइल को क्रैक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक का सेशन जिसमें हमने देखा कि हम बेसिकली बिना एक नेटवर्क से जुड़े खुद को मॉनिटर मोड में ले जाके आसपास के जो नेटवर्क्स में चल रहा है वो देख सकते हैं। देन हम किसी भी उसके यूजर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम वाईफाई जैमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम किसी भी यूजर को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, यानी वो वाईफाई का यूज तब तक नहीं ले पाएगा जब तक हम ना चाहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 की जगह 100 लिख देता तो क्या होता, यानी जब तक ये 100 रिक्वेस्ट नहीं चली जाती तब तक ये यूजर कनेक्ट नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हम इस यूजर को कनेक्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स वाईफाई जैमिंग। हमने वाईफाई मॉनिटरिंग देखी, अपने आप को मॉनिटर मोड में सेटअप करके हमने बिना किसी वाईफाई से कनेक्ट हुए किसी यूजर को डिस्कनेक्ट करा है, उसका डेटा रीड किया और कैप्चर भी करा है। नाउ प्रोसेस आता है वाईफाई क्रैकिंग का। अगर आपका जो वाईफाई है वो पुराना है या फिर नया WPA2 है, तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो हमारे ओल्ड वाईफाई थे उसके अंदर जो पासवर्ड जाता था हैंडशेक फाइल में वो इंक्रिप्टेड नहीं जाता था, वो इजीली रीडेबल था, तो वो इजीली क्रैक हो जाता था। बट अब जो वाईफाई में पासवर्ड जाते हैं WPA2 के अंदर वो बेसिकली इंक्रिप्टेड जाते हैं, जो कि WPA2 इंक्रिप्शन यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, उसको क्रैक करना है। तो इसके दो प्रोसेस है स्टूडेंट्स, तो आइए इसको क्रैक करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हैंडशेक फाइल तो हमारे पास कैप्चर हो ही गई है, तो हम इस प्रोसेस को फिलहाल रनिंग रहने देते हैं। एंड हम क्या करेंगे, हम ls करके देखते हैं कि वो जो फाइल है वो कहाँ कैप्चर हुई है। तो हमारी फाइल का नाम था हैक्ड, तो हम हैक्ड में देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ आप देख सकते हैं हैक नाम की फाइल जो है वो जनरेट हुई है, क्योंकि प्रोसेस एक बार स्टॉप होकर वापस ऑन हुआ था। तो यहाँ पे ये जो 2 है 02 ये हमारे काम की फाइल है, और इसमें भी हमारे जो काम की फाइल है वो केवल hack2.cap है, यानी कैप फाइल कैप्चर फाइल जो होती है उसी के अंदर हमारी हैंडशेक फाइल कैप्चर हुई है। तो इसी फाइल की हमें नीड है, यही फाइल के अंदर पासवर्ड है और इसी को हमें क्रैक करना है। तो क्रैक करने के लिए हम फ्रेंड्स दो चीजें यूज कर सकते हैं। अगर हमारा वाईफाई पुराना होता, जो बेसिकली हम जिसको हैक कर रहे हैं वो WPA से पहले का वाईफाई होता, WPS होता, तो हम उसको कैसे क्रैक करते। उसको क्रैक करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है, हम लिखते एयर क्रैक ng एंड देन हम डायरेक्ट उस फाइल का नाम लिख देते हैं। एंड जैसे ही हम एक ng के बाद उस फाइल का नाम लिख रहे हो एंटर कर रहे हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं एक ng ने अपनी जो है वर्ड लिस्ट अटैच करने की कोशिश करी, बट ये WPA नहीं था, ये WPA2 था। ये जो इंक्रिप्शन टेक्निक थी ये एडवांस थी, यानी इसमें इंक्रिप्शन था, तो ये इसे क्रैक नहीं कर पाया। और क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इसका पासवर्ड नहीं रीड कर पाया, तो ये हमें बोलेगा आप एक वर्ड लिस्ट दो, आप वर्ड लिस्ट के जरिए क्रैक करो, क्योंकि WPA2 है। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट अटैच करेंगे, जो कि हम -w से अटैच करेंगे। एंड हम कौन सी वर्ड लिस्ट अटैच करेंगे, हमारे पास जो हमारी मशीन के अंदर, हमारी काली लाइनेक्स मशीन के अंदर एक वर्ड लिस्ट पड़ी होती है rockq.txt, बहुत ही काम की वर्ड लिस्ट होती है, इसमें काफी अच्छे पासवर्ड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, काफी अच्छी लिस्ट है ये। तो हम इसी का यूज लेके इसको क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम उसकी डायरेक्टरी लिखेंगे, जो कि है यूजर शेयर वर्ड लिस्ट एंड देन rockq.txt। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिकली यूजर शेयर वर्ड लिस्ट rockq.txt इसकी प्रॉपर लोकेशन है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करें तो एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो rockq.txt ये बेसिकली जिप होगी, तो आपको इसको अनजिप करना पड़ेगा। तो आप cd लिख के यूजर शेयर वर्ड लिस्ट में जाएंगे एंड आप देखेंगे अगर rockq.txt आपकी जिप है तो आप वहां पे अनजिप कमांड लिख के उसे अनजिप कर लीजिएगा। एंड देन आप ये लोकेशन यहाँ पे दीजिएगा। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है काफी फास्ट इसने पासवर्ड क्रैक कर लिया है। फिलहाल मेरा पासवर्ड ही था, तो यहाँ पे बेसिकली इसने उसको क्रैक कर लिया है, और इसकी जो स्पीड थी वो काफी फास्ट आप देख रहे होंगे। काफी बेसिकली ये जो है AirCrackNG काफी फास्ट क्रैकिंग करता है। अगर कोई टिपिकल पासवर्ड भी होता है और इस वर्ड लिस्ट के अंदर वो है, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, पासवर्ड क्रैक कर लेगा। ये डेमो के लिए था स्टूडेंट्स, बेसिकली वर्ड लिस्ट जनरेट करना भी हम देखेंगे आगे क्रैकिंग सेक्शन में कि हम कैसे एक अच्छी वर्ड लिस्ट बना सकते हैं, उस पर भी हम फोकस करेंगे, उसको भी समझेंगे। आज के लिए इतना ही था, जहां पे हमने देखा कि वाईफाई कैसे काम कर रहा है, हैंडशेक फाइल कैसे जारी होती है, हम कैसे मॉनिटर मोड में जाके किसी भी हैंडशेक फाइल को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी यूजर को कितनी भी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर सकते बिना उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट हुए। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूं जहां हम देखने वाले हैं हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म, यानी मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में हैकिंग करने के लिए हमें क्या क्या जानना जरूरी है। तो आज हम वो यहाँ पे देखने वाले हैं।
आज स्टूडेंट्स हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं। वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म अटैक वेक्टर्स, यानी मोबाइल प्लेटफॉर्म अटैक करने के वेक्टर्स क्या है। देन ओएफ के जो टॉप 10 मोबाइल रिस्क है जो उसने 2016 में अपडेट रिलीज करा है उसके बारे में देखेंगे। एंड देन हम मोबाइल प्लेटफॉर्म्स वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क के बारे में समझेंगे। एंड लास्ट में हम देखेंगे मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस, यानी सिक्योर रहने के लिए क्या करा जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है मोबाइल प्लेटफॉर्म अटैक वेक्टर्स, वल्नरेबल एरियाज। मोबाइल में वल्नरेबल एरियाज क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम समझने वाले हैं। जैसे हम वेबसाइट को डोमेन के लिए हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की काफी सारी चीजें देखी या उसमें मेथोडोलॉजी जो अटैक करने के स्टेप्स है उनको समझा, वैसे ही मोबाइल में हम ये समझने वाले हैं कि मोबाइल में किन किन जगहों पे कमियां रह जाती है, किन किन जगहों की वजह से जो मोबाइल है वो वल्नरेबल होता है। तो आइए समझते हैं। ये एक मोबाइल डिवाइस है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली अगर ये एक वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है तो वाईफाई से कनेक्ट हो रहा है इसका मतलब वल्नरेबल है, बिकॉज वाईफाई पे कनेक्ट होने के बाद 2 तरीके से वल्नरेबल होगा। पहला तो ये इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। अब इंटरनेट एक्सेस कर रहा है तो इंटरनेट पे तो काफी ज्यादा मेलवेयर्स, काफी ज्यादा वायरसेस रहते हैं। ये कुछ भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा एंड देन ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो सबसे बड़ी कमी तो इंटरनेट से है, जो अधिकतम सिस्टम को, आधे से ज्यादा सिस्टम्स को है। उसके बाद अगर ये वाईफाई से ही कनेक्ट है, इंटरनेट नहीं भी चला रहा, तो इसके वाईफाई में अगर कोई एक अटैकर आता है तो वो मैन इन द मिडल अटैक के जरिए या अदर अटैक्स का यूज लेके इस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो ये वायरलेस नेटवर्क से जुड़ा है जहां पे कोई और अगर ऐड हो सकता है। अगर नहीं भी होगा, तुमने वाईफाई हैकिंग में देखा है मॉनिटरिंग करके क्या क्या कर सकते हैं, मॉनिटर मोड में जाके क्या क्या कर सकते हैं। सो उस केस में भी मोबाइल डिवाइस वल्नरेबल होगा। उसके बाद हमारे पास है जहां से इसका नेट मिल रहा है, यानी जो सिम प्रोवाइडर है जहां से इसको सिम सर्विसेज मिल रही है, वहां पे भी ये वल्नरेबल होता है। अगर इसका ब्लूटूथ इनेबल है, यानी किसी से शेयरिंग इसने ऑन कर रखी है, ब्लूटूथ इनेबल यानी कोई से कनेक्ट हो सकता है, तो ब्लूटूथ हैकिंग की हेल्प लेके ये फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर इंटरनेट में प्ले स्टोर की बात करते हैं तो प्ले स्टोर पे भी आधी से ज्यादा मिलिशियस एप्लीकेशन अपडेट होती है। आप कहेंगे कि नहीं, प्ले स्टोर पे जो है सारी एप्लीकेशन वेरीफाइड होती है, कोई भी वायरस जैसी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। प्ले स्टोर पे भी वायरसेस, मेलवेयर एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको जो आपके सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करेगी। बस उसमें अटैकर जो है वो काफी ध्यान रख के प्ले स्टोर की सारी पॉलिसीज का ध्यान रख के उस एप्लीकेशन में पेलोड को जनरेट करके शेयर करता है। उसके बाद हमारे पास वेबसाइट है, वो तो हमने देखा। वेबसाइट से हम बेसिकली किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। वेबसाइट में कोई स्क्रिप्टिंग रन करवा सकता है हमसे, वेब एप्लीकेशन में स्क्रिप्टिंग रन करा सकता है, हमें पेलोड या कोई डाउनलोड करा सकता है, एक्सटेंशन ऐड करवा सकते हैं। सो वेबसाइट से तो वल्नरेबल है ही है। एंड देन कॉर्पोरेट इंटरनेट, जो हम बेसिकली जिसके जरिए हम वीपीएन का नेट चला रहे थे, उन तरीकों से भी हम वल्नरेबल हो सकते हैं। बिकॉज हम आखिर में तो या इंटरनेट एक्सेस करेंगे या फिर कुछ और ऐसा एक्सेस करेंगे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे जहां से हम वल्नरेबल हो जाएंगे। तो मोबाइल डिवाइस में ये सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे वो वल्नरेबल होता है। उसके बाद हम देखेंगे अब ओएस जो हमारे पास है ये क्या करता है। ये हर बार हर सिस्टम के बारे में स्टडी करके उनकी जो कमियां होती है उनको स्टडी करके उसके बारे में प्रॉपर रिस्क जो होती है, जो उसको कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, वो रिस्क हमसे इंट्रोड्यूस करता है। तो ये रिस्क जो है बेसिकली हमारे सिस्टम में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी ना मिले। काफी डेवलपर्स, काफी अटैकर्स ओएस के जो रूल्स है उनको अच्छे से फॉलो करते हैं। अटैकर्स लिए फॉलो करते हैं ताकि उस सिस्टम को सिक्योर कर सके, और डेवलपर इस पर्सपेक्टिव से फॉलो करते हैं कि वो जो वेबसाइट या जो भी चीज बना रहे हैं उनकी प्रोग्रामिंग उतनी स्ट्रांग हो कि वो सारे अटैक्स उस पर परफॉर्म ना करे जा सके। सो ये बेसिकली ओएस के रूल्स है जहां पे हम देख सकते हैं इम्प्रॉपर प्लेटफॉर्म यूजेज, यानी जो प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है वो इम्प्रॉपर है। अगर हम प्ले स्टोर से या किसी और प्लेटफॉर्म की बात करें जहां से हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या कुछ चला रहे हैं, तो वो बेसिकली सिक्योर नहीं है, तो इम्प्रॉपर यूज हो रहा है उन चीजों का। उसके बाद है इनसिक्योर डेटा स्टोरेज। अब जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, क्या आपने देखा है कि आपके एंड्रॉइड में जो भी डेटा स्टोर हो रहा है वो एनक्रिप्टेड है? ऐसा नहीं होता। हमारे एंड्रॉइड में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो नॉर्मली एज इट इज ही स्टोर होता है, यानी फॉरेंसिक्स के जरिए और कुछ अलग तरीकों से, किसी मैलवेयर के जरिए भी कोई अगर हमारा डेटा लेता है तो कंप्लीट रीड कर सकता है। तो हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है इनसिक्योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है वो भी इनसिक्योर है, यानी अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम हैंडशेक क्रिएट कर रहे हैं, हम अगर किसी से चैट कर रहे हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो इनक्रिप्टेड नहीं जा रहा है। तो जस्ट बिकॉज इनक्रिप्टेड नहीं है तो ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, कोई भी बीच में इंटरसेप्ट करके उन वैल्यूज को, उन डेटा को पढ़ सकता है। उसके बाद हमारे पास है इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन। अब ऑथेंटिकेशन जो होता है वो भी इनसिक्योर है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है? हम पैटर्न डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, जो कि बाईपास करा जा सकता है। एंड्रॉइड में आप लोगों ने काफी सारी ऐसी चीजें देखी होगी जिसमें हम जो उसका लॉक है उसको बाईपास कर रहे हैं या उसके डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। ऐसी काफी अलग अलग चीजें हैं। एक चीज ऐसी भी आपने देखी होगी, बिकॉज हमारे ब्राउजर के पास कंप्लीट एक्सेस होता है सारी चीजों का, बेसिकली उसको सारी परमिशन प्रोवाइड करी गई होती है, तो ब्राउजर भी हमारी सारी फाइल मैनेजर के जरिए सारी फाइल्स एक्सेस कर सकता है अगर हम फाइल कॉलन जो है ऑपरेटर उसका यूज लेते हैं। तो
सो यहाँ पे इनसिक्योर ऑथेंटिकेशन भी है। उसके बाद हमारे पास आता है इनसफिशिएंट क्रिप्टोग्राफी, यानी जो कि अभी तक हम देखते आ रहे हैं, हमारा जो डेटा स्टोर हो रहा है वो सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इंक्रिप्शन प्रॉपर फॉलो नहीं करा जा रहा है। तो यहाँ पे भी जो क्रिप्टोग्राफी है वो प्रॉपर अप्लाई नहीं करी जा रही है। इसी वजह से मोबाइल रिस्क में ये सारी चीजें ऐड करी गई है कि ये मोबाइल रिस्क में काफी बड़ा रोल निभाती है। इसकी वजह से मोबाइल इनसिक्योर होता है। क्लाइंट कोड क्वालिटी, नाउ हम हमारे मोबाइल में काफी सारी चीजें चलाते हैं, काफी एप्लीकेशन चलाते हैं, तो उन एप्लीकेशंस में वल्नरेबिलिटी होती है। वो एप्लीकेशन अगर पुराने वर्जन की है तो वो वल्नरेबल है, और साथ ही साथ उसमें जो प्रोग्रामर ने प्रोग्राम करा है उस वजह से वो एप्लीकेशन कॉम्प्रोमाइज होगी, और एप्लीकेशन की मदद से एक अटैकर आपके सिस्टम तक कंप्लीट एक्सेस ले लेगा। तो ये बेसिकली जो क्लाइंट कोड है वो भी सिक्योर नहीं है। देन कोड टेम्परिंग इजीली हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि एंड्रॉइड जो है वो डिकम्पाइल नहीं होती, वो होती है, और सारे कोड्स के साथ जो पैरामीटर होते हैं उनके साथ छेड़खानी इजीली करी जा सकती है। सो यहाँ पे कोड टेम्परिंग भी हो रहा है। एंड उसके बाद हमारे पास है रिवर्स इंजीनियरिंग। मोबाइल में हम रिवर्स इंजीनियरिंग तो करते ही, हमने पेलोड जनरेट करे हैं, आगे की वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो पेलोड रिवर्स इंजीनियरिंग का काम करते हैं। सो ऐसे ही ओएस के रूल्स बेसिकली हमें बता रहे हैं कि हमारा मोबाइल किस तरीके से इनसिक्योर रहता है। उसके बाद हम देखेंगे मोबाइल प्लेटफॉर्म वल्नरेबिलिटीज एंड रिस्क। अब एक मोबाइल प्लेटफॉर्म में वल्नरेबिलिटीज और रिस्क क्या होती है। जैसे ओएस के जरिए हमने सारी रिस्क देखी, उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे और क्या क्या रिस्क जो है मोबाइल में हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मिलिशियस एप्स इन स्टोर, यानी प्ले स्टोर पर जो है मिलिशियस ऐप होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देन मोबाइल मैलवेयर प्रोवाइडेड है। उसके बाद ऐप सैंडबॉक्स की वल्नरेबिलिटीज, लाइक अगर हम हमारे मोबाइल को रूट कर सकते हैं तो हम कंप्लीट सैंडबॉक्स एक्सेस कर रहे हैं, और ये सारी चीजें जो है हमारे सिस्टम को बहुत वल्नरेबल बना रही है। वीक डिवाइस एंड ऐप इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन नहीं होता है, जो कि हमने ओएस में भी देखा कि जो इंक्रिप्शन है वो यहाँ पे बहुत वीक होता है, या तो और या फिर होता ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास है ओएस एंड ऐप अपडेट इश्यूज। नाउ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस आपने देखा होगा, कई सारी एप्लीकेशंस आपने अपडेट नहीं करी हुई होगी, बिकॉज आपका नेट यूज हो रहा है, नेट जाता है, तो आप जो है प्ले स्टोर से अपडेट बंद कर देते हैं। अपडेट बंद करने का मतलब है कि आप आज भी पुराने वर्जन के एप्लीकेशन चला रहे हैं जिनमें कोई ना कोई कमी थी, इसलिए उनका नया पैच रिलीज हुआ था। तो ये आपके सिस्टम को जो है ये काफी वीक बना देते हैं, रिस्क जो इनकी बढ़ा देते हैं आपके सिस्टम की। उसके बाद हमारे पास है जेल ब्रेक एंड रूटिंग। अब जेल ब्रेक और रूट दोनों ही करना आज के वक्त में किसी भी एंड्रॉइड में कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। हम इजीली रूट कर सकते हैं, और 4 के जो नीचे के जो एंड्रॉइड वर्जन थे उसमें तो 1 क्लिक में मोबाइल को रूट कर सकते थे। iOS जो होते हैं उनको भी हम जेल ब्रेक कर सकते हैं, और जो हमारे एंड्रॉइड डिवाइस होते हैं उनको भी रूट करना बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे मोबाइल को कम सिक्योर बनाती है, ज्यादा वर्नेबल कर रही है, जिससे हमारे सिस्टम इजीली कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। आगे के कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन वल्नरेबिलिटीज। मोबाइल की जो एप्लीकेशंस होती है, जिस डेवलपर ने उस एप्लीकेशन को बनाया है उसके अंदर हम उसके कोड को टेम्पलेट कर सकते हैं, उसको डीकंपाइल कर सकते हैं, रिकंपाइल भी कर सकते हैं, तो हम उस एप्लीकेशन के जरिए उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। देन है प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू तो काफी ज्यादा है, आगे के कुछ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि हम जो जीमेल आईडी या जो भी हमारे सिस्टम में अकाउंट्स लॉगिन रहते हैं वो हमारी कितनी प्राइवेसी जो है वो लीक कर सकते हैं, या फिर हमारी प्राइवेसी किन किन जगहों से लीक हो रही होती है। तो ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे के सेशंस में दिखाऊंगा। वीक डेटा सिक्योरिटी, जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है बिकॉज नो इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी फॉलो करी जा रही है। उसके बाद एक्सेसिव परमिशंस यानी आप एक कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अगर एक नॉर्मल एप्लीकेशन आप ले रहे हैं जिसको कुछ चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी उसको उनकी चीजों की परमिशन होती है। लाइक अगर आप ट्रू कॉलर ले रहे हैं तो ट्रू कॉलर को फाइल मैनेजर या ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन क्यों चाहिए? वो तो बेसिकली बस आपकी कॉलर आईडी का सेट कर रहा है, किसी का कॉल आ रहा है तो उसकी आईडी बता रहा है। ऐसे ही काफी सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होंगे जिनके पास कुछ ऐसी परमिशंस आप अलॉट करके रखते हैं जो उनको नीडेड ही नहीं है, बट वो उन परमिशंस का यूज लेके हमारा जो डेटा है वो ले रही होती है, हमारी डेटा जो प्राइवेसी है वो लीक कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास है वीक कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, जो कि हमने देखा ओएस के रूल्स में भी कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिक्योर नहीं है बिकॉज वो इंक्रिप्टेड नहीं है। कोई भी उसे इंटरसेप्ट कर सकता है, मैन इन द मिडल कर सकता है, और अलग अलग तरीकों से उन वैल्यूज को देख सकता है। देन फिजिकल अटैक जो है वो पॉसिबल है, बिकॉज एंड्रॉइड है तो फिजिकल अटैक तो पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट्स मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइंस। अब हमने ये सारी चीजें देखी, मोबाइल कितना वर्नेबल है, उसमें किस तरीके से जो वर्नेबिलिटीज है ज्यादा होती जा रही है, तो इससे सिक्योर रहने के लिए क्या करा जाए, कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उनमें से सबसे जरूरी पॉइंट है वो है कभी भी अपने मोबाइल डिवाइस को रूट ना करें। अगर आप एक एथिकल हैकर है, आप टेस्टिंग के लिए करें तो एक ऐसे मोबाइल को रूट करें जहां पे आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जहां पे आपकी कोई भी क्रेडेंशियल्स, कोई भी बैंक डिटेल्स आप नहीं रख रहे हैं। ऐसे ही मोबाइल को करें जो केवल इस टेस्ट के, इस डेमो के लिए हो। अदरवाइज जो आपका रेगुलर यूजिंग मोबाइल है जिसको आप यूज करते हैं उसको रूट ना करें। ये मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो आपका सिक्योरिटी लॉक है उसको इनेबल रखें अपने मोबाइल में। ऐसा ना रखें कि आपने कोई पैटर्न या लॉक ना लगा रखा हो, अपना जो लॉक है उसे इनेबल रखें। उसके बाद हमारे पास आएगा कि जो आप एप्स डाउनलोड करते हैं वो प्ले स्टोर से ही करें, और उनमें से भी जिन प्ले स्टोर के एप्स पे अच्छे रिव्यूज हैं, जो रेप्यूटेड एप्स हैं, उन्हीं को
डाउनलोड करें। उसके अलावा ऐसे ही कोई भी एप्लीकेशन आप किसी अदर सोर्स से तो बिल्कुल ना करें, एंड प्ले स्टोर से भी सोच समझ के करें। उसके बाद हमारे पास है कीप योर डिवाइस अपडेट गूगल एंड्रॉइड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दो काम आपको करना है, आपका जो डिवाइस है उसको अपडेट रखना है, आपके सारे जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होने चाहिए। आपको जो डिवाइस का iOS है उसका कोई अपडेट आया है आपके पास तो उसे अपडेट कर दीजिए, बिकॉज वो पैच होता है पुरानी वल्नरेबिलिटी से सिक्योर रहने के लिए, वो आपको करना चाहिए। दूसरा, आपको कोई ना कोई एंटीवायरस आप रख सकते हैं, गूगल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं आप उनको ले सकते हैं, या फिर आप दूसरे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में रख सकते हैं। ये आपके सिस्टम को सिक्योर करने में आपकी मदद करेंगे। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूँ जहां हम सीखने वाले हैं कि हम एक एंड्रॉइड डिवाइस पे या किसी भी डिवाइस पे, बेसिकली एक सिम पे, कैसे कॉल, SMS या फिर किसी ईमेल आईडी पे ईमेल बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हमारी काली मशीन को। यहाँ पे बेसिकली हम जाएंगे हमारे टर्मिनल में, एंड ये जो तीनों चीजें हैं, SMS बॉम्बिंग, कॉल बॉम्बिंग एंड ईमेल बॉम्बिंग, इनको परफॉर्म करने के लिए हम एक टूल का यूज लेंगे जो कि बेसिकली है T-bomb। SMS कॉल या ईमेल बॉम्बिंग क्या होती है इसको भी देख लेते हैं एक बार। जब किसी भी सिस्टम पे काफी ज्यादा पैकेज हम भेजते हैं तो वो फ्लडिंग कहलाएगी या किसी चीज की बॉम्बिंग कहलाएगी। तो वैसे ही जब हम एक सिस्टम पे कई सारे SMS भेजते हैं, लिमिट से ज्यादा एक सिस्टम में जब SMS जाते हैं एक साथ, तो उसको हम कहते हैं SMS बॉम्बिंग। ऐसे ही जब एक सिस्टम पे लगातार कुछ कॉल्स जाते जाएंगे अलग अलग नंबर से, तो उसको हम कहेंगे कॉल बॉम्बिंग। एंड ईमेल बॉम्बिंग में सेम प्रोसेस होगा, अलग अलग ईमेल एड्रेस से मेल जाएगा एक विक्टिम को, तो इससे बेसिकली उनका इनबॉक्स फुल होगा, इससे वो परेशान होंगे, बिकॉज लगातार नोटिफिकेशंस आती है और ये सारी चीजें है जो है परेशान करती है। और ज्यादा SMS बॉम्बिंग आने की वजह से या कॉल बॉम्बिंग आने की वजह से आप जो है बाकी के काम अपने मोबाइल पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये फ्रेंड्स इनका जो बेसिकली मोटिव होता है, ये नॉर्मली किसी को परेशान करने के लिए होता है। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वो भी साथ ही साथ देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले डाउनलोड करेंगे T-bomb को। T-bomb को डाउनलोड करने के लिए हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे T-bomb GitHub, एंटर कर देंगे, एंड आप देख सकते हैं बेसिकली T-bomb की जो GitHub लिंक है वो सामने आ गई है। तो हम सेकंड वाली जो SpeedX की है, द SpeedX, उसको डाउनलोड कर लेंगे। हम इसके पेज पे जाएंगे, कोड पे क्लिक करेंगे जैसा कि हम करते हैं, जो इसकी लिंक है URL है उसको कॉपी करेंगे, टर्मिनल में जाएंगे, रूट परमिशंस देंगे, एंड उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स फोल्डर में, ताकि जो हमारी फाइल सेव हो रही है डाउनलोड्स में हो। ls करेंगे तो यहाँ भी डाउनलोड्स में कोई फाइल नहीं पड़ी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे git clone, जो कि बेसिकली जो क्लोन करने के काम आती है उस URL के अंदर जो भी फाइल्स होने। तो हम यहाँ पे URL पेस्ट कर दिया, हम एंटर करेंगे तो बेसिकली अब यहाँ T-bomb नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर वो सारी फाइल्स क्लोन हो जाएगी यानी डाउनलोड हो जाएगी। ls कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं T-bomb नाम का फोल्डर आ रहा है। तो हम cd T-bomb करेंगे, T लिख के अगर आप टैब बटन दबाते हैं तो बेसिकली उसके आगे जो भी फाइल का नेम होगा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, एंड हम ls करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं T-bomb.sh फाइल हमें दिख रही है, और उसके अलावा कुछ और भी फाइल्स है लाइक requirements.txt। और ये अगर हमें नहीं पता है, ऐसे हम कई सारे टूल्स इंस्टॉल करेंगे जिन्हें हमें नहीं पता है कैसे रन करना है, तो उसके लिए कुछ टेंशन की बात नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें गिटहब पे आना है, और गिटहब पे आने के बाद बेसिकली हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके देखना है कि हमें क्या बताया जा रहा है कि हम कैसे इसमें इंस्टॉल या इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फॉर टर्मिनेक्स सबका बता रखा है, तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं यहाँ पे। ओके, पाइथन वर्जन 3 बता रहा है कि आपका पाइथन वर्जन 3 होना चाहिए, आपको PIP3 इंस्टॉल T-bomb लिखना है। बेसिकली हमारे पास इंस्टॉल तो हो ही जाएगा यहाँ से। तो अगर हमने फाइल डाउनलोड करी है गिट क्लोन से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बस बैश T-bomb फाइल को रन कर देंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रन करनी है, रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है फिलहाल यहाँ पे। तो हम रन करके देखते हैं हमारी T-bomb फाइल को। हम चलेंगे हमारे टर्मिनल में, एंड वहां पे हम लिखेंगे बैश T-bomb.sh, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो T-bomb.sh रन हो गया, ये एंटर टू कंटिन्यू बता रहे हैं हमें। तो यहाँ पे इसको जो भी रिपोजिटरीज है, जो भी फाइल चाहिए थी, ऑटोमेटिकली उन्हें अपडेट कर लेगा। ये अपडेट स्टूडेंट्स बस फर्स्ट टाइम होगा, नेक्स्ट टाइम से बेसिकली आपका जो T-bomb है वो ऑटोमेटिकली अच्छे से रन करेगा। तो एक बार इसे अपडेट होने दीजिएगा। एंड यहाँ पे हमें बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, हम एंटर कर देंगे, एंड बेसिकली जो हमारा T-bomb है वो स्टार्ट हो गया है SpeedX के जरिए जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप कोई भी एक सिलेक्ट करिए जो आपको परफॉर्म करना है, लाइक SMS बॉम्बिंग, कॉल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग, एंड देन अपडेट करने का है जो कि T-bomb को अपडेट करेगा। यहाँ पे हम सबसे पहले SMS बॉम्बिंग ट्राई करते हैं, तो मैं 1 लिख के एंटर कर दूंगा। ओके, सो यहाँ पे मुझसे डिटेल्स मांग रहा है, जिस नंबर पे SMS बॉम्बिंग करनी है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले बोल रहा है कि कंट्री कोड लगाना है, विदाउट प्लस लगाए। तो कंट्री कोड क्योंकि इंडिया का 91 है तो मैं 91 लिख के एंटर कर दूंगा। एंड देन यहाँ पे अब जो मोबाइल नंबर है वो मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने ही मोबाइल नंबर दे देता हूँ।
एंड देन हम एंटर करेंगे। सो यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ एसएमएस मैक्सिमम 500 बता रहा है, एंड 500 एसएमएस मैं अपने मोबाइल पे तो नहीं भेजूंगा डेफिनेटली, तो मैं यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ। सो मैं 5 एसएमएस बेसिकली जो अपने मोबाइल पे सेंड कर रहा हूँ एक बार टेस्ट करने के लिए इसको, एंड देन मैं एंटर करूंगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा डिले इन सेकंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कितने सेकंड से एक एसएमएस को सेंड करना है। अगर एसएमएस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको 2-3 सेकंड ही कर दीजिए, कोई इशू नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड कर लीजिए। बट अगर आप कॉल बॉम्बिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए जब एक कॉल आता है तो वो प्रोसेस लेता है, तो एटलीस्ट आप 20 to 30 सेकंड्स का गैप लें तो आपका जो कॉल बॉम्बिंग है वो अच्छे से काम करेगा। जितना ज्यादा सेकंड्स का आप गैप लेंगे उतने अच्छे से वो परफॉर्म करेगा। तो ऐसे ही ईमेल बॉम्बिंग के लिए भी अगर आप 10 सेकंड तक का गैप दे दे तो बढ़िया है। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि कितने सेकंड्स कितने टाइम का गैप आपको देना चाहिए उस अटैक को अच्छे से काम करने के लिए, वरना काफी जो एसएमएस है वो बीच में ही नहीं आ पाएंगे, वो डिलीवरी नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली 5 सेकंड्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ थ्रेड्स मैं टोटल 5 ही लिखूंगा, जितने मैंने एसएमएस लिखे मैं उतने ही थ्रेड्स लिख रहा हूँ। एंड यहाँ पे अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरे मोबाइल पे बेसिकली आपको आवाज सुनाई दे जाएगी, मेरे मोबाइल पे एसएमएस हैं वो काफी आने लग जाएंगे एक साथ। सो मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते ही मेरे मोबाइल पे एसएमएस आने स्टार्ट हो जाएंगे हर 5 सेकंड के गैप से। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो एसएमएस है वो आना स्टार्ट हो गए हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो एसएमएस है वो मेरे मोबाइल पे मेरे को 5-6 आ चुके हैं, 5 आ गए हैं बेसिकली एसएमएस। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नेक्स्ट बॉम्बिंग ट्राई करूंगा जो कि है कॉल बॉम्बिंग। तो उसके लिए हम वापस इस फाइल को रन करेंगे, बैश लिख के tbomb.sh एंटर प्रेस करेंगे, एंड देन अब हम यहाँ पे जो सेकंड नंबर था कॉल बॉम्बिंग, सेकंड लिख के एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमसे सेम डिटेल मांग रहा है, सबसे पहले कंट्री कोड एंड देन मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद बेसिकली अब मुझे बोल रहा है आप कितने कॉल कराना चाहते हैं। यहाँ पे बेसिक यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो कॉल को करने की है वो 15 सेट कर रखी है। तो ओके, हम बेसिकली यहाँ पे 5 कर देते हैं, 5 कर देते हैं यहाँ पे। ओके, एंड डिले इन सेकंड्स हम यहाँ पे रखेंगे 25 सेकंड्स। नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है वो भी हम 5 रखेंगे। एंड देन जैसे ही अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो कॉल बॉम्बिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी और मेरे सिस्टम पे जो मेरे डिवाइस है उस पे कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हर 25 सेकंड्स के बाद एक कॉल जाएगा। तो 25 सेकंड्स होती है यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई एक कॉल गया है, देन 25 सेकंड्स होती है दूसरा कॉल दिखेगा, देन 25 में तीसरा, एंड देन सो ऑन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया, बेसिकली कॉल्स जो है वो मेरे पास आ गए हैं। सो यहाँ पे ऐसे हमने एसएमएस बॉम्बिंग एंड कॉल बॉम्बिंग करी है। सेम फॉर्मेट से हम ईमेल बॉम्बिंग को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी भी कॉल आ रहा है। सो सेम फॉर्मेट से हम ईमेल बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें एंटर करना है एंड यहाँ पे हमें जो 3rd नंबर ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। जो 3rd नंबर ऑप्शन है मैं साइलेंट कर देता हूँ हमारे फोन को, बिकॉज हमारी जो कॉल बॉम्बिंग है वो लगातार हो रही है। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली जो 3rd नंबर है ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग के लिए हम 3 लिख के एंटर कर देंगे एंड यहाँ पे हमसे जो डिटेल्स मांगेंगे हम डिटेल्स फिल करेंगे और ऐसे ही हमारे मेल पे भी जो है वो ईमेल बॉम्बिंग्स आ जाएगी, यानी अलग अलग जगहों से मेल्स आएंगे, जिसमें बेसिकली ज्यादातर यही होता है कि योर वेरिफिकेशन कोड इज और ओटीपीज। तो ये आपको जो बेसिकली मेल्स आते हैं। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम देखेंगे कि हम एक एंड्रॉइड पेलोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसमें बेसिक और कुछ एडवांस ऑप्शंस देखेंगे। पेलोड क्या है, बेसिकली एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे, हम मिलिशियस एप्लीकेशन बनाएंगे जो बेसिकली एंड्रॉइड में जाके उसका कंप्लीट एक्सेस हमें दे देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम हमारे टर्मिनल पर जाएंगे काली मशीन में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का जो हमें प्रॉपर प्रोसेस करना है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, एक पेलोड एप्लीकेशन जनरेट करेंगे, देन उसे एंड्रॉइड में शेयर करेंगे और उसके बाद हम लिसन करेंगे, यानी उस एंड्रॉइड से कनेक्ट करेंगे और देखेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए पहले रूट परमिशन दे देते हैं यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने के लिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे MSF-Phenom-P का मतलब है पेलोड, और हमारे पेलोड का नाम यहाँ बताएंगे जो कि एंड्रॉइड मीटरप्रीटर रिवर्स TCP। तो ये पेलोड लिखने के बाद हमें यहाँ जो सेट करना है वो करनी है हमारी IP और पोर्ट, L होस्ट और L पोर्ट। सेट क्यों करनी है, बिकॉज पेलोड क्या करता है, विक्टिम कंप्यूटर में जाएगा, विक्टिम मशीन में जाएगा, वहां जाके वो रन होगा और जो अटैकर मशीन है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो अटैकर मशीन से कनेक्ट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बेसिकली अटैकर मशीन की IP पता होनी जरूरी है और उसका पोर्ट जिसपे वो कनेक्ट होगा वो पता होनी जरूरी है। तो हम यहाँ पे एक IP और पोर्ट मेंशन करेंगे और बाद में उसी और IP पोर्ट पे हम सुनेंगे
ताकि जैसे ही ये कनेक्ट होने की कोशिश करे हम इसका कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश कर दे और जो एंड्रॉइड है उसका कंप्लीट एक्सेस ले लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो एल होस्ट और एल पोर्ट सेट करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं एल होस्ट, और एल होस्ट के बाद हम हमारी आईपी जो भी हमारी करंट आईपी वो आईपी डालेंगे। तो उसके लिए हम न्यू टैब खोल लेते हैं। हमारी आईपी चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे IF कॉन्फ़िग। IF कॉन्फ़िग लिखते ही आप देख सकते हैं बेसिकली क्योंकि हम वायरलेस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो यहाँ हमारा जो आईपी है वो आ गया 192.168.18.73। ये हमारी आईपी है। इसको हम Ctrl+Shift+C के जरिए कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे Ctrl+Shift+V के जरिए। सो यहाँ पे जो हमारी एल होस्ट थी वो पेस्ट हो गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल पोर्ट। एल पोर्ट हम कोई भी रख सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 8000 के ऊपर की कोई पोर्ट रखें। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 8484 रख रहा हूँ। एंड उसके बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पेलोड है वो सिलेक्ट हो जाएगा और उस पेलोड में कुछ कोडिंग चेंज होंगे, लाइक उसकी एल होस्ट और एल पोर्ट की जो वैल्यू है वो सेट होगी। तो ये जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है हम चाहते हैं ये सारा आउटपुट एक एप्लीकेशन फाइल में सेव हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ इस ग्रेटर देन साइन का यूज लेंगे, जो बेसिकली इसके लेफ्ट हैंड साइड का जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको उठा के राइट हैंड साइड की फाइल में डाल देगा। तो यहाँ पे अब हम फाइल का नाम लिख रहे हैं test.apk। ओके, सो हमने यहाँ पे फाइल का नाम रख दिया, उसकी लोकेशन हम रख देते हैं डेस्कटॉप। सो यहाँ पे बेसिकली हमने जो डेस्कटॉप की लोकेशन दे दी है एंड अब इस फाइल में जो है सारा डेटा सेव होना स्टार्ट हो गया है। तो कुछ ही देर में आपको पता लग जाएगा कि कितनी बाइट्स का डेटा जो है इस फाइल में सेव हो गया, यानी एप्लीकेशन बनी है कि नहीं बनी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख सकते हैं बेसिकली 10193 बाइट्स की जो हमारी एप्लीकेशन है वो जनरेट हो गई है। काफी छोटी एप्लीकेशन है और काफी बड़े काम करने वाली है एप्लीकेशन। तो ठीक है, हमारी एप्लीकेशन जनरेट हो गई है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन को, ये जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इस एप्लीकेशन को हमें मूव करना है हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में। उसके लिए हम कोई भी सोर्स यूज में ले सकते हैं। हमने काफी सारी चीजें देखी है, सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स देखी है, हम किसी भी तरीके से हमारा काम है इस एप्लीकेशन को उस डिवाइस में सेव करना। व्हाट्सएप वेब के जरिए भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव या किसी अदर क्लाउड ड्राइव के जरिए भी इस एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर देंगे। तो मैं अभी इसको एंड्रॉइड में शेयर करने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन थी वो मैंने एंड्रॉइड में शेयर कर दी है। अब हमें उसको इंस्टॉल करने से पहले एक प्रोसेस करना है, जो बेसिकली उसकी लिसनिंग ऑन करना है। तो हम अब यहाँ पे हमने जो आईपी पोर्ट सेट करी थी उस पर लिसनिंग ऑन कर देंगे, ताकि जैसे ही वो एप्लीकेशन रन होगी और वो अटैकर से कनेक्ट होने की कोशिश होगी तब हम उसका कनेक्शन एक्सेप्ट कर लें और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे MSF कंसोल। हम बेसिकली हमारे मेटास्प्लॉइट को ऑन करेंगे, एंटर करेंगे हम। सो आप यहाँ देख सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो है हमारा स्टार्ट हो रहा है। एंड यहाँ पे अब हमें कुछ पेलोड्स को, कुछ ऑक्सिलरीज को सेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर एंड देन यहाँ पे हम हमारे पेलोड को सेट करेंगे, सेट पेलोड। पेलोड का नाम था एंड्रॉइड मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। तो ये हमारा पेलोड था, एंड्रॉइड मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी। हमने इसको सेट कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेलोड इक्वल्स टू एंड्रॉइड मीटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि ये पेलोड क्या चाहता है, पेलोड के क्या ऑप्शंस है, हमें क्या क्या इसको डिटेल देनी पड़ेगी इसको रन करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे शो ऑप्शंस। शो ऑप्शंस लिखते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड में दो जगह यस लिखा हुआ है, एक एल होस्ट के आगे, एक एल पोर्ट के आगे। तो हमें यहाँ पे वही होस्ट और पोर्ट डालनी पड़ेगी जो हमने हमारी एप्लीकेशन जनरेट करते हुए डाली थी, जो कि हमारे अटैकर की आईपी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट एल होस्ट एंड यहाँ पे आईपी पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 192.168.18.73 जो कि हमारी आईपी थी हमने पेस्ट कर दी। एंड उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एल पोर्ट। तो सेट एल पोर्ट, हमने एल पोर्ट क्या रखी थी स्टूडेंट्स, याद है 8484। 8484 लिख के हम एंटर कर देंगे। तो एल होस्ट और एल पोर्ट सेट हो गई है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, शो ऑप्शंस। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल होस्ट के आगे और एल पोर्ट के आगे जो हमारी वैल्यू हमने अपडेट करी थी वो हो गई है। अब हमारा काम है इसका एक्सप्लॉइट रन करना। बट उससे पहले अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ जो बेसिकली आपको सब जगह नहीं मिलेगी। जैसे ही हम इस पेलोड को रन करेंगे और पेलोड कनेक्ट हो जाएगा, अगर कनेक्शन टूटता है बीच में तो बेसिकली ये हमें इस प्रोसेस को वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जिट हो जाएगा। तो हमें उस सेटिंग को फॉल्स करना है, हमें उस ऑप्शन को फॉल्स करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट एग्जिट ऑन सेशन
फॉल्स। आप यहाँ देख सकते हैं एग्जिट ऑन सेशन में E, O एंड S ये तीनों जो लेटर्स हैं ये कैपिटल रखे हैं हमने, जस्ट बिकॉज ये इस फंक्शन का नाम है और इसके आगे इसकी जो वैल्यू सेट करी है वो फॉल्स सेट करी है। तो जैसे हम एंटर करेंगे आप देख सकते हैं एग्जिट ऑन सेशन जो है फॉल्स हो गया, यानी जैसे ही सेशन बंद होगा हम एग्जिट नहीं होंगे, हम वहीं रहेंगे। तो अब हम हमारा एक्सप्लॉइट को रन कर देते हैं, हम लिखेंगे एक्सप्लॉइट -j जिसका मतलब है बैकग्राउंड में रन होना, एंड हम एंटर करेंगे तो अब हमारा जो एक्सप्लॉइट है वो बैकग्राउंड में रन हो गया। अब हमारा काम है हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करना। तो आइए हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में इसको ओपन करते हैं हम। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं बेसिकली जैसी एप्लीकेशन ऑन हुई यहाँ कुछ चेंजेस हुए हैं, तो उसको देखने के लिए यानी हमारे पास कितने सेशंस क्रिएट हुए हैं हम यहाँ लिखेंगे SESSIONS-I। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे हमें जितने भी सेशंस एक्टिवेट होंगे वो यहाँ पे दिखा देगा। तो सेशन-I में हमें कोई भी सेशन एक्टिविटी नहीं दिख रहा है। तो अब हम बेसिकली हमारे एप्लीकेशन जो है उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली हमें सेशन मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं SESSIONS सेशंस-I यानी जो भी सेशन है हमें शो हो, तो हम देख सकते हैं नंबर 1 पे हमें एक सेशन शो हो रहा है, इसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। तो यहाँ पे हमें सेशन-I में बेसिकली नंबर 1 का सेशन जो है वो शो हो रहा है, अब हमें इससे कनेक्ट होना है। तो इसके लिए हम I के बाद 1 लिख देंगे, एंटर करेंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली मीटर पिटे सेशन हमें मिल गया है। अब इसको रन कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प। हमें कमांड्स नहीं पता था अभी तक कि हम क्या रन कर सकते हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये सारे कमांड्स जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ही हम यहाँ पे रन कर सकते हैं और काफी सारी चीजें जो है वो देख सकते हैं। लाइक हमें रिकॉर्ड माइक कर सकते हैं, हम वेबकैम चैट देख सकते हैं, वेबकैम लिस्ट देख सकते हैं और वेबकैम स्ट्रीम यानी उसके कैमरे से, उस डिवाइस के कैमरे से हम सामने जो भी उन्हें देख सकते हैं और उस डिवाइस पे इस चीज का कोई असर भी नहीं पड़ेगा, यानी डिवाइस में महसूस भी नहीं होगा कि कोई उनको देख रहा है। तो आइए हम देखते हैं सारी चीजों को। सबसे पहले हम डंप SMS करके देखते हैं कि यानी जितने भी SMS इस एंड्रॉइड डिवाइस में थे वो हम सारे डंप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे डंप SMS, एंटर करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो SMS थे वो डंप हो गए। मैंने ओपन करके नहीं दिखाऊंगा आपको। उसके अलावा SMS डंप करने के अलावा हम कॉल लॉग्स डंप कर सकते हैं। आप यहाँ पे जितने सारे ऑप्शंस हैं सब देख सकते हैं। किसी को SMS भेज भी सकते हैं हम, यानी मैं यहाँ इस टर्मिनल के जरिए इस मोबाइल के नाम पे किसी को भी SMS भेज सकता हूँ जो कि इस मोबाइल से ही जाएगा, बिकॉज इस मोबाइल का कंप्लीट एक्सेस है मेरे पास। हम यहाँ पे किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल, इंस्टॉल या फिर हाइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे हाइड ऐप आइकन जो हमारा मिलीशियस ऐप था, हम उस आइकन को हाइड कर देंगे ताकि कोई इंस्टॉल नहीं कर सके, मैन्युअली उसे पता नहीं पड़ेगा वहाँ कोई एप्लीकेशन है। और ऐसे ही काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो बेसिकली हम इस पेलोड के जरिए हमारे एंड्रॉइड में कर सकते हैं। जैसे कि हमने SMS लिए, हम वैसे ही कॉल लॉग्स भी डंप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बस यहाँ पे इस कमांड को पेस्ट कर देना है। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हम हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में एक की लॉगर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। की लॉगर क्या होता है, बेसिकली जो आपके सारे कीज को रिकॉर्ड करता है, यानी आपने जो भी अपने कीबोर्ड पे टाइप करा है, आपने अपने एंड्रॉइड कीबोर्ड पे जो भी टाइप करा है, भले कोई पासवर्ड हो, कोई मैसेज हो, कुछ भी हो, हर आपकी टाइप करी गई चीज सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं की लॉगर, जो बेसिकली लॉग्स रखता है क्रैश हुए हुए कीज का। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस पे हम कैसे काम कर सकते हैं। हम हमारा स्टार्ट करें। बेसिकली मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज ले रहा हूँ जीनी मोशन के जरिए, यानी हमारे जो वर्चुअल मशीन के जरिए हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को चला रहे हैं। आप इसको अपनी रियल एंड्रॉइड में भी टेस्ट कर सकते हैं, आपके मोबाइल में भी टेस्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो जीनी मोशन इंस्टॉल करके टेस्टिंग के लिए वहां पे भी एक एंड्रॉइड बना के वहां टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम हमारे जीनी मोशन को ऑन कर लेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वर्चुअल एंड्रॉइड प्रोवाइड कर देता है। तो हम यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 पे रन करेंगे इसे। हम डबल क्लिक करेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हर वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाती है हमारी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो वर्चुअल एंड्रॉइड डिवाइस है ये स्टार्ट हो गया है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। उस एप्लीकेशन का नाम है हम यहाँ पे बेसिकली जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, उस एप्लीकेशन का नाम है फ्लैश की लॉगर। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे बस गूगल पे जाके हम लिख देंगे फ्लैश की लॉगर। फ्लैश की लॉगर एपीके लिखते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके अलग अलग यूआरएल्स आ जाएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो हम प्ले स्टोर से तो डाउनलोड नहीं करेंगे इसे, हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ से इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। अगर हम चाहे तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे प्ले स्टोर के जरिए हम डायरेक्टली फ्लैश की लॉगर लिख के वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को, जैसे हम बाकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से इस फाइल को ड्रैग कर लूंगा हमारे एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन में, एंड जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हैं फाइल जो है यहाँ ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो गई है। इनको इसका इंस्टॉलेशन अभी हम स्टार्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारी एप्लीकेशन थी वो इंस्टॉल हो गई है, हमें बस उसे ड्रैग करना था हमारी वर्चुअल मशीन पे, वहाँ पे इंस्टॉल होके हमें यहाँ पे एक पिन क्रिएट करने को बोलिए ताकि हम इसे ओपन कर सके। तो हम एक पिन क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम।
अपग्रेड टू प्रो बेसिकली हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, तो डोंट शो दिस अगेन करके हम क्लोज कर देंगे इसे। एंड यहाँ पे जो है हमारा कीलॉगर स्टार्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाके देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हम सेट कर सकते हैं। सो हमने बेसिकली यहाँ पे हमारा ही जो कीबोर्ड है उसे ऑन कर दिया है, बिकॉज जो भी रिकॉर्ड होगा फिर वो इसी के अंदर होगा। तो हम यहाँ पे इसे ओपन कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। ओके यहाँ पे हम इसको भी ऑन कर देंगे, यूजर सर्विस को जो जो हमें बता रहा है हम सारी चीजें को अलाउ कर देंगे, ताकि ये अगर कोई और कीबोर्ड के जरिए भी प्रोसेस हो रहा है तो उसे भी रिकॉर्ड कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा कीबोर्ड है वो सेटअप हो चुका है। अब हम कुछ ना कुछ टाइप करके देखते हैं क्या वो वहाँ रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा। ओके मैं इसे बंद कर देता हूँ अब। एंड चलते हैं हमारे की लॉगर पे और देखते हैं क्या उसने जो एप्लीकेशन हमारा जो डेटा था वो रिकॉर्ड करा है कि नहीं करा है। तो हम यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, फ्लैश की लॉगर पे। हम हमारा पिन डालना है यहाँ पे जो हमने स्टार्टिंग में रखा था। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिकली हमने सर्च में जाके एक चीज लिखी थी वो इसने रिकॉर्ड कर दिया। हमें ये भी बता रहा है कि किस एप्लीकेशन में हमने वो टाइप किया था। तो ये देखते हैं सर्च में हमने क्या क्या रिकॉर्ड करा है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं बेसिकली हमने जो रिकॉर्ड किया है, हाय दिस इज फॉर टेस्ट आई नो यू आर वाचिंग। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा है। ऐसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये की लॉगर है, आपकी लिखी हुई हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे जो भी मैंने चेंजेस करे सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। आप अगर पासवर्ड लिखते हैं कहीं पे, भले वो पासवर्ड हिडन हो, बट कीबोर्ड से लिख रहे हैं तो वो सारी चीजें स्टोर होगी। लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जहां पे हम देखेंगे कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग गूगल अकाउंट के जरिए कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये तो आप सबको पता होगा कि जो हमारी जीमेल आईडी, हमारा जो गूगल अकाउंट होता है वो हमारी हमसे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है। वो सब जानता है, उसको पता है हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या चलाते हैं, क्या एप्लीकेशन यूज में ले रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हमें पसंद क्या है, सारी चीजें हमारी हर इन्फॉर्मेशन गूगल के पास पड़ी है। तो अगर हमारे पास किसी का जीमेल अकाउंट ही आ जाता है, हम क्रेडेंशियल्स हार्वेस्टिंग हमने काफी सारी टेक्निक्स देखी किसी से कोई इन्फॉर्मेशन लेने की, कुछ अटैक परफॉर्म करने की। अगर हमारे पास किसी का अकाउंट आ जाता है तो हम कितनी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हैं, आइए वो देखते हैं। क्योंकि गूगल हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है कि शायद आप थोड़ा डर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम बेसिकली यहाँ पे केवल हमारा ब्राउजर ओपन करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है सबसे पहले गूगल डैशबोर्ड। आपके पास क्रेडेंशियल्स तो है ही अब, तो आपको लिखना है गूगल डैशबोर्ड। हम बेसिकली हर वो जगह देखेंगे जहाँ गूगल अपनी इन्फॉर्मेशन, हमारी इन्फॉर्मेशन रख रहा है। तो हम चलेंगे गूगल डैशबोर्ड पे, या गूगल डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पे मैनेज में चले जाएंगे। सो बेसिकली मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है मैंने। आपके पास जो भी क्रेडेंशियल्स होंगे आपसे लॉगिन मांगेगा, आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी किस चीज से रिलेटेड इसने क्या इन्फॉर्मेशन ले रखी है। यानी यूट्यूब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, आपने क्या सब्सक्राइब करे, आपने क्या कमेंट्स करे, ओके। जीमेल से रिलेटेड आपके जो मेल्स है, ड्राफ्ट है, जो भी है वो यहाँ पड़े, आप अंदर जाके तो मेल एक्सेस कर ही सकते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। ड्राइव की सारी फाइल्स आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फोटोज आप देख सकते हैं यहाँ 5000 प्लस फोटोज अपलोडेड है। यानी हमारी जो फोटोज होती है बेसिकली हमारे मोबाइल में हम जो फोटोज खींचते हैं, आजकल आधे से ज्यादा एंड्रॉइड डिवाइसेस में गूगल फोटोज बाय डिफॉल्ट है, और हमें नहीं पता उसे कॉन्फ़िगर कैसे करें। हम उसकी जो स्कैनिंग होती है वो ऑन रखते हैं, तो इससे जो हमारी फोटोज है वो कंटिन्यूसली वहां पे अपडेट होती रहती है, जो कि हमें लगता है शायद अच्छी बात है, हमारा डिवाइस स्टोरेज कम खा रहा है, बट इसकी वजह से हमारी प्राइवेसी बहुत कम हो जाती है। हमारी हर फोटो जो बेसिकली यहाँ अवेल हो सकती है, अगर किसी के पास हमारी आईडी आ गई है तो वो ये सारी फोटोज देख सकता है, इनके साथ जो चाहे कर सकता है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी इमेजेस हैं, हमारी जो प्राइवेसी है वो सेफ रहे। उसके बाद गूगल प्लेज में बेसिकली इसने बताया क्या एप्लीकेशन स्टोर करी है, लास्ट क्या हिस्ट्री थी एप्लीकेशन स्टोर करने की। तो इससे ये पता पड़ेगा बेसिकली यूजर क्या चाहता है, यूजर को क्या पसंद है। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा गेमिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है तो यानी वो गेम से रिलेटेड फैन हो, गेम का फैन हो, बेसिकली गेम ज्यादा खेलता है तो उसको गेम का क्रेज है, कहने का मतलब। तो ऐसे ही अलग अलग चीज, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप गेम को छोड़ के अगर आप कुछ एडिटिंग के सॉफ्टवेयर ज्यादा ले रहे हैं तो इसका मतलब आप पता पड़ेगा कि आप फोटोशॉप या एडिटिंग का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मैप्स, जो कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारी रखता है। मैप्स इतना बताता है आपको, इतनी इंफॉर्मेशन रखता है कि आप किस वक्त कहाँ थे, आप किस स्पीड से मूव कर रहे थे, और इससे भी कई ज्यादा इंफॉर्मेशन आपकी पहले तक की, यानी जब से आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन हुआ है तब से आप कहाँ गए हो, कहाँ रुकते हो, किस स्पीड से गाड़ी चलाते हो, ये तक रिकॉर्ड रखता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिखाऊंगा बिकॉज मेरी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा वो। मैं अगर यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टाइमलाइन दिखा रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सो यहाँ पे
मैं डाउनलोड कर सकता हूँ मेरा सारा डेटा, ऐसा सब में ऑप्शन अवेलेबल है। मैं सब में कहीं का भी अपना जो टॉप पे हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड और डेटा में कंप्लीट डेटा डाउनलोड कर सकता हूँ। एक बार भी एक्सेस मिली तो उसके बाद उसको डेटा को एक्सेस करना कोई भारी काम नहीं है। यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं बेसिकली कि ये मेरे को बताने लग जाएगा कि आप किस तारीख से कहाँ पे थे। अब ये मेरी प्रॉपर जो है बेसिकली जहां मैं गया हूँ आज तक वो सारे टाइमलाइन दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेट मंथ ईयर सिलेक्ट करता हूँ, कोई भी ग्राफ सिलेक्ट करता हूँ, तो उस दिन मैं कहाँ था और क्या कर रहा था, मतलब किस स्पीड से मूव कर रहा था, कितनी देर उस जगह पे स्टे किया मैंने, वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ पे दिखाएगा। तो इस चीज का मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मैं फिलहाल इसे यहाँ ओपन नहीं करूंगा, मेरी भी प्राइवेसी मेरे को मेंटेन रखनी है। तो यहाँ पे टाइमलाइन के जरिए आप सब पता लगा सकते हैं कौन क्या कर रहा था, कहाँ गया था। उसके बाद और देखते हैं हम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। एनालिटिक्स है, ब्लॉग्स है, बुक्स है। सो यहाँ पे क्रोम में हमने जो हिस्ट्री है, जो बुक मार्क्स कर रखे हैं, जो हमने इंपॉर्टेंट बुक मार्क्स बेसिकली हम सेव करते हैं ताकि हम फ्यूचर में उससे टाइमली एक्सेस कर सके या सेव कर सके। एक्सटेंशन जो हमने ऐड कर रखे हैं, ये भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। इससे पता पड़ सकता है कौन सा वर्नेबल एक्सटेंशन हमने रख रखा है। और ऐसी काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो मेरी हिस्ट्री है, मैं क्या क्या चलाता हूँ, वो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड रखा है, जो कि मैं फिलहाल ओपन नहीं करूंगा। नीचे यहाँ पे इसने मेरे कॉन्टेक्ट्स भी जो है वो अपडेट कर रखे हैं, यानी मेरे मोबाइल में जो कॉन्टेक्ट सेव है वो भी मेरे को यहाँ मिल जाएंगे। तो अगर कोई मेरी आईडी एक्सेस कर लेता है तो मैं सारे कॉन्टेक्ट देख सकता है। उसके अलावा अगर मैंने कोई ऐड रन करा है तो कैंपिंग दिखा रहा है मेरे को। एंड इन सब के अलावा अब एक और चीज तो थोड़ी डराने वाली है। बेसिकली मैंने जहां पे भी जो लॉगिन किए वो पासवर्ड जो मैंने अनजाने या जाने सेव किए या फिर नहीं भी करे, उनमें से भी कुछ पासवर्ड यानी मेरे को पता नहीं पड़ा, मैंने उनको सेव कर दिया, वो सारे पासवर्ड कहाँ देख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आप न्यू टैब खोल के यहाँ पे लिखते हैं गूगल पासवर्ड, सो बेसिकली पासवर्ड मैनेज का पेज आ जाएगा। एंड यहाँ पे अगर आप गूगल पासवर्ड मैनेजर पे जाएंगे तो आपकी जो भी लॉगिन आईडी है उससे रिलेटेड जितने भी पासवर्ड आपके सेव हो रखे हैं वो यहाँ दिखाएगा। मैं इसका ध्यान रखता हूँ तो मैंने यहाँ पासवर्ड सेव नहीं कर रखे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपके जितने भी पासवर्ड है इस जगह पे अगर आप आके देखेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा आईडीज जो आपने कभी ना कभी लॉगिन करी होगी, यूज करी होगी इस आईडी के थ्रू, उनके आईडी पासवर्ड आपको यहाँ मिल जाएंगे। मैंने यहाँ से सब हटा रखे हैं, बट अगर आप यहाँ के देखेंगे पासवर्ड मैनेजर में तो आपको काफी सारे पासवर्ड भी मिलेंगे। और इन सब के बाद एक और चीज, फाइंड माई डिवाइस आप लोगों ने काफी यूज किया होगा। अगर मैं उसमें भी जाता हूँ तो मैं अपने डिवाइस के साथ जो भी, तो ये जीमेल आईडी जिस भी डिवाइस में लॉगिन है मैं उनके साथ भी काफी मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। तो आइए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। हम लिखेंगे फाइंड माई डिवाइस एंड यहाँ फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक कर देंगे। सो बेसिकली यहाँ मेरे जो डिवाइस है उसकी डिटेल्स ऑलरेडी आ गई है। तो ये यहाँ से इसकी डिटेल्स फैच कर रहा है और ये मेरे को बताएगा अभी उसकी करंट लोकेशन क्या है। वहां पे मैं एक प्ले साउंड कर सकता हूँ, यानी मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा, भले ही मेरा मोबाइल साइलेंट ही क्यों ना हो, बट अगर उसमें नेट ऑन है तो वो साउंड प्ले करने लग जाएगा। मैं अपने डिवाइस को यहाँ से लॉक कर सकता हूँ। अगर मेरा डिवाइस अनलॉक है, कहीं गुम गया है, तो मैं यहाँ पे जाके जो भी पासवर्ड या फॉर्मेट डालूंगा, जो भी चल रहा है बेसिकली कॉलिंग का लॉक होगा बेसिकली, तो अगर मैं वो लगा देता हूँ तो मेरा डिवाइस लॉक भी हो जाएगा। और उसके नीचे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल गुम गया, किसी के हाथ लगा, अगर डेटा मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है तो मैं यहाँ से इरेज डेटा कर दूंगा। बट एक बार ध्यान रखिएगा, इरेज डेटा करने के बाद, इरेज डेटा का मतलब है मोबाइल फैक्ट्री रीसेट होगा, फैक्ट्री रीसेट तो हो जाएगा, बट उसके बाद आपकी मेल आईडी उस मोबाइल में लॉगिन नहीं रहेगी। तो आप ये एक्सेस नहीं कर सकते कि अभी आपका डिवाइस कहाँ पे है। जैसे अगर मैं अभी देखना चाहूँ तो फिलहाल मैं अपना डिवाइस देख सकता हूँ कि कहाँ पे है, जो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे, जो लोकेशन मेरे को हाइड करनी पड़ेगी फिलहाल, ये आपको ब्लर दिखेगा। तो ये है फाइंड माई डिवाइस की इन्फॉर्मेशन। हमने हमारी मैप टाइमलाइंस देखी, हिस्ट्री देखी, हमारे पासवर्ड देखे। तो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली गूगल है वो हमारी रखता है स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हूँ क्रिप्टोग्राफी पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में काफी सारी चीजें। तो आज हम यहाँ पे क्या क्या सीखने वाले हैं, आज हम यहाँ पे टोटल 4 चीजें सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स। हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स, क्रिप्टोग्राफी टूल्स एंड देन काउंटर मेजर्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो कि है व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम इन पॉइंट्स के जरिए। तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ डेटा। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली डेटा को कन्वर्ट करा जाता है, तो कन्वर्ट मॉडिफाई करा जा रहा है यानी। तो यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डेटा हो रहा है, किस फॉर्मेट में हो रहा है, वो है स्क्रैम्बल कोड यानी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो हम डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, क्यों? उसको बचाने के लिए, डेटा को बचाने के लिए। कैसे डेटा को बचाया जाता है? ईमेल मैसेजेस को इनक्रिप्ट करा जाता है और वेब ट्रांजैक्शंस को इनक्रिप्ट करा जाता है, यानी रिक्वेस्ट और रिस्पांस के अंदर वो वैल्यूज जो जरूरी होती है इनक्रिप्ट करना, उनको इनक्रिप्ट करा जाता है। और यहाँ पे हमें 4 ऑब्जेक्टिव्स है, जो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी 4 ऑब्जेक्टिव्स फॉलो करती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स ये फॉलो कर रही है। एंड यहाँ पे फिलहाल हम डेटा को चेंज कर रहे हैं, उसे इनक्रिप्ट कर रहे हैं ताकि कोई और उस डेटा को रीड ना कर सके,
उस डेटा को बचाने के लिए। तो क्रिप्टोग्राफी क्या आप समझ गए होंगे, हम बेसिकली इंक्रिप्ट कर रहे हैं डेटा को ताकि वो सिक्योर है। हमारा जो आईडी पासवर्ड होते हैं, जो लॉगिन पेज में हम लिखते हैं वो डेटा, या हमारे जो पासवर्ड हमारे सिस्टम में स्टोर होते हैं, ये सब अगर इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर हो रहे हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये जो भी कन्वर्सेशन और मैसेजेस ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब इंक्रिप्टेड होने चाहिए ताकि कोई और इसे बीच में रीड ना कर सके। तो ये है हमारे क्रिप्टोग्राफी का वर्क। अब इसमें आगे हम समझते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्रिप्टोग्राफी के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो 4 ऑब्जेक्टिव्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी ये क्यों करा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसको करने का। क्रिप्टोग्राफी हम किसी चीज को एन्क्रिप्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहे, कुछ सिलेक्टेड लोगों के अलावा, कोई ऑथोराइज्ड लोगों के अलावा उसको कोई और न देख सके। तो कॉन्फिडेंशियलिटी दे रहा है, इंटीग्रिटी दे रहा है, यानी हम बेसिकली हमारे डेटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद ऑथेंटिकेशन, उसे कौन देख पा रहा है, जो ऑथेंटिकेट है, यानी जिसके पास वो एग्जैक्ट पासवर्ड, वो की होगी, जो उसके लिए ऑथोराइज्ड होगा, उसके सारी प्राइवेसी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा होगा, केवल वो ही देख सकता है। तो ऑथेंटिकेशन है। और नो रेप्यूटेशन का मतलब बेसिकली जो हमारा कोड है वो नो रिपीट, यानी जो इसका आउटपुट है, यानी मान लीजिए कि अगर मैं क्रिप्टोग्राफी के जरिए कुछ भी जनरेट करता हूं तो वो बार बार सेम नहीं आएगा, वो सेम आता ही नहीं है। तो उस केस में हमारी जो वैल्यूज है इनक्रिप्ट हो रही है वो ज्यादा सिक्योर है। तो क्रिप्टोग्राफी हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कितने टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स? तो क्रिप्टोग्राफी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। पहला है यहाँ पे सिमेट्रिक एंड देन असिमेट्रिक। अब क्रिप्टोग्राफी क्या था, इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है एंड देन असिमेट्रिक इंक्रिप्शन है। ये काम कैसे कर रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझे तो बहुत ही इजी है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में बेसिकली हम किसी चीज को इंक्रिप्ट करते हैं तो एक ही की जनरेट होती है जिसको कहा जाता है पब्लिक की, और यही की एक एडमिन के पास भी होती है और बाकी यूजर्स के पास भी होती है जिनको ये डेटा एक्सेस करने की परमिशन है। तो जिनके पास भी एक की होगी वही उस डेटा को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर पाएगा, उसको पढ़ पाएगा एंड देन वापस उसे इंक्रिप्ट करके कहीं शेयर कर सकता है। तो यहाँ पे एक ही की होती है जिसको कहते हैं इंक्रिप्शन की। एंड असिमेट्रिक में बेसिकली यहाँ पे 2 कीज का जो है परफॉर्मेंस चलाया गया है, जिसमें एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक की के पास जो अथॉरिटीज होती है वो कम होती है, लाइक वो बस उस डेटा को जो है रीड कर सकती है, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। बट जो प्राइवेट की होती है उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि वो उसको एनक्रिप्ट करे, उसको डिक्रिप्ट करे, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करे। तो ये 2 फॉर्मेट्स है क्रिप्टोग्राफी को अप्लाई करने के, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। अब नाउ हम समझेंगे कुछ और चीजें क्रिप्टोग्राफी के बारे में, जिसमें आता है इंक्रिप्शन, चिपर्स, यानी चिपर्स के बारे में हम समझेंगे। चिपर्स क्या होते हैं? बेसिकली हम जो भी प्रोसेस फॉलो करते हैं टेक्स्ट को इनकोड करने में, उसमें हमारी सपोर्ट करते हैं चिपर्स। तो चिपर्स टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से इनक्रिप्ट करते हैं। अब चिपर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास है टाइप ऑफ चिपर्स के अंदर सबसे पहले मॉडर्न चिपर्स। अब मॉडर्न चिपर्स के अंदर कुछ कैटेगरीज डिवाइड है जिनको हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है क्लासिक चिपर्स मॉडर्न चिपर के अंदर। इसके अंदर हमारे पास आता है सब्स्टिट्यूट चिपर। अब सब्स्टिट्यूट चिपर सेट क्या होता है, कैसे काम करता है? तो यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड विद चिपर टेक्स्ट, यानी एक ब्लॉक होता है प्लेन टेक्स्ट का, जो हमारा टेक्स्ट है वो बेसिकली रिप्लेस कर दिया जाता है चिपर टेक्स्ट के ब्लॉक्स के जरिए। तो जब हमें इसे वापस डिक्रिप्ट करना पड़ेगा तो बेसिकली उन्हीं ब्लॉक्स को हम रिप्लेस कर देंगे उस टेक्स्ट के जरिए। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट चिपर, जो कुछ ब्लॉक्स को बेसिकली कन्वर्ट कर देता है खुद के चिपर टेक्स्ट के साथ। देन हमारे पास आता है ट्रांसपोजिशन चिपर। ये क्या कर रहा है, इसका नाम ही काफी कुछ बता दे रहा है। द लेटर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट आर शिफ्टेड अबाउट टू द फॉर्म ऑफ द क्रिप्टोग्राम, यानी ये क्या कर रहा है बेसिकली कि जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन बदल देता है। तो यहाँ पे जो लॉजिक्स लगा रखे हैं उन लॉजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट है वो अपनी पोजीशन बदल दे रहा है। तो यानी अब जो टेक्स्ट है ये रीडेबल नहीं है, और रीडेबल नहीं है इसका मतलब इनक्रिप्टेड है। वो टेक्स्ट जो हर कोई नहीं समझ सकता वो इनक्रिप्टेड है। तो यहाँ पे इस फॉर्मेट के जरिए ट्रांसपोजिशन चिपर जो है वैल्यूज की पोजीशन चेंज करके उसे एनक्रिप्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मॉडर्न चिपर के अंदर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ की यूज। इसके अंदर 2 चिपर सेट्स मिलेंगे हमें, बेसिकली 2 तरीके से डिफाइन करा गया। अगर हम की के हिसाब से किसी वैल्यू को एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 टाइप्स है। सबसे पहले प्राइवेट की एंड देन पब्लिक की। नाउ प्राइवेट की एंड पब्लिक की के बेसिस पे अगर हम किसी डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं तो वो आता है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ की यूज्ड, यानी जो की यूज हो रही है इसके हिसाब से डेटा को एनक्रिप्ट करना। जहां पे हमें बता रहा है सेम की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, यानी जो प्राइवेट की होती है, जिसके बारे में हमने देखा असिमेट्रिक के अंदर कि जो डेटा है उसमें प्राइवेट की बहुत ज्यादा अथॉरिटी वाली होती है, जो डेटा को एनक्रिप्ट भी कर सकती है, डिक्रिप्ट भी कर सकती है। देन पब्लिक की के अंदर जो हम देख पा रहे हैं तो डिफरेंट कीज आर यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। अब पब्लिक की में क्या होता है, 2 अलग कीज यूज होती है एनक्रिप्शन करने के लिए या डिक्रिप्शन करने के लिए। एक सेम की दोनों जगह काम नहीं आ सकती, जो कि प्राइवेट की कर पाई थी क्योंकि उसके पास अथॉरिटी ज्यादा होती है। तो ये आता है अगर हम की के बेसिस पे डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं तब। नेक्स्ट चिपर हमारे पास है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इनपुट डेटा, यानी जो डेटा इनपुट करा गया है उसके बेसिस पे एनक्रिप्शन को फॉलो करना, चिपर को यूज में लेना।
तो देखते हैं यहाँ कैसा हो रहा है। यहाँ एक ब्लॉक चिपर है जो क्या करता है, इनक्रिप्ट ब्लॉक्स ऑफ डेटा ऑन फिक्स साइज, यानी ये जो डेटा की फिक्स साइज को उठाता है देन उसे इनक्रिप्ट करता है और इसी बेसिस पे प्रॉपर जो हमारा डेटा, जो टेक्स्ट है, जो इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। यानी मान लीजिए आपने अपना नाम लिखा है पूरा, तो अगर ये 6 बिट पे ही काम करता है तो आपके नाम में से 6 बिट को उठाएगा, उसको इनक्रिप्ट करेगा एंड देन ऐसे ही आगे के 6 बिट को इनक्रिप्ट करेगा। तो ये ब्लॉक ऑफ पेयर उठाता है, उसे इनक्रिप्ट करता है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑफ इनपुट डाटा में ब्लॉक चिपर जो है वो ब्लॉक ऑफ पेयर को इनक्रिप्ट कर रहा है। देन हमारे पास आता है स्ट्रीम चिपर। ये क्या करता है, इनक्रिप्ट कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा, यानी ये कंटिन्यूसली जो डेटा को है इनक्रिप्ट करता जाता है। ये ब्लॉक्स पे काम नहीं करता, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रीम चिपर, यानी ये कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। तो ये कुछ चिपर सेट्स हैं, यानी चिपर्स हैं जो बेसिकली हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करते हैं अलग अलग पर्पस के हिसाब से। अगर वो डेटा इनपुट बेसिस पे हम उसमें चेंजेस कर रहे हैं, या फिर उसमें क्लासिकल चिपर जिसके अंदर हम देख रहे थे कि सब्स्टिट्यूट चिपर, ट्रांसपोर्ट चिपर, वैल्यूज की पोजीशन चेंज करके अगर हम उन्हें इनक्रिप्ट कर रहे हैं तो ये चिपर सेट था। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। यानी अब हमने देखा चिपर्स काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स के नाम है जो कि उन वैल्यूज को इनक्रिप्ट करते हैं और उनके अंदर क्या अटैक्स ट्राई करे जाते हैं वो भी यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एल्गोरिथम के नेम है, उनका वर्किंग स्ट्रक्चर है, उनकी की और ब्लॉक साइज के बारे में बताया गया है और नोन अटैक जो उन पर अटेम्प्ट करे जाते हैं वो बताया गया है, जिसमें हमारे पास DES AES इंक्रिप्शन आपने सुना होगा, जिसमें 256 और 125 बिट जो है वो आया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन एंड परम्यूटेशन जो है बेसिकली वर्किंग स्ट्रक्चर AES का है, यानी इस एल्गोरिथम के थ्रू जो हमारा डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। देन उसके बाद जो ये 256 और 128 बिट के फॉर्मेट्स में जो डेटा को है इनक्रिप्ट करता है और आगे अगर हम देखें तो इस पे जो अटैक परफॉर्म करा जाता है वो है साइड चैनल अटैक। एंड ऐसे ही हमारे पास कुछ और इंक्रिप्शन टेक्निक्स है, बेसिकली एल्गोरिथम्स है लाइक RC4 एंड RC5, जिनके एल्गोरिथम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं रैंडम परम्यूटेशंस, और इनके ये भी 2048 एंड 2040 के जो है बेसिकली बिट इंक्रिप्शंस जो है फॉलो करे जाते हैं। यहाँ पे सारे इंक्रिप्शंस लिखे हुए हैं कि कितने बिट के इंक्रिप्शंस पे ये काम करता है एंड नोन अटैक जो है वो हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम के बारे में कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कितने बिट्स पे काम करते हैं, कौन सा एल्गोरिथम यूज लेते हैं, उन पे नॉर्मली कौन से अटैक ट्राई करे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कुछ टूल्स है, वो टूल्स क्या काम आ रहे हैं हम ये देखेंगे। हमारे पास MD5 MD6 हैश कैलकुलेटर टूल्स है सबसे पहले, यानी जो हमारे हैशेस होते हैं उनको ये पता लगाना कि वो हैशेस कौन से हैश है, उनको इनक्रिप्ट करना, उनको डिक्रिप्ट करना, यानी इनकोड और डिकोड करना। तो ये सारे काम हैश कैलकुलेटर करते हैं। हैश कैलकुलेटर में हमारे पास कंप्यूटर्स में कुछ सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर क्या है, लाइक MD6 हैश जनरेटर, ऑल हैश जनरेटर, जो कि बेसिकली हमें ऑल टाइप्स ऑफ हैशेस को जनरेट करने में या फिर उनको डिकोड करने में हेल्प करेगा। देन MD6 हैश जनरेटर, MD5 हैश कैलकुलेटर एंड हैश CALC, ये बेसिकली कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी हेल्प करेंगे हैश जनरेट करने के लिए या फिर उन्हें रीड करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो एंड्रॉइड के लिए हैं, यानी एंड्रॉइड में अगर हमें हैशेस से रिलेटेड वर्क करना है, हैश जनरेट करना है या उन्हें रीड करना है या चेक करना है वो कौन से हैशेस है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल टूल्स देखेंगे जिसमें MD5 हैश चेकर है जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एंड हैश चेकर है, HASHR हैश R है, एंड कुछ और ऐसे टूल्स है हैश कैलकुलेटर और हैश कैलसी, जो बेसिकली विंडोज में भी था वही टूल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ये टूल आपकी हेल्प करेंगे MD5 MD6 हैशेस के साथ मैनिपुलेशन या फिर उनको मॉडिफाई या फिर उनको रीड करने के लिए। देन हमारे पास है क्रिप्टोग्राफी टूल्स। अब हमने इतनी देर से क्रिप्टोग्राफी के बारे में समझा, क्रिप्टोग्राफी क्या कर रही थी, हमारे जो भी डेटा था उसको इनक्रिप्ट करी थी अलग अलग एल्गोरिथम्स या चिपर्स को यूज में लेके। तो उसी फॉर्मेट को यूज में लेने के लिए, यानी हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ टूल्स का यूज ले सकते हैं लाइक AXCrypt, माइक्रोसॉफ्ट क्रिप्टोग्राफी टूल जो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफेशनल टूल है क्रिप्टोग्राफी के लिए, काउंसलर, क्रिप्टोफॉर्क एंड एडवांस इंक्रिप्शन पैकेजेस ऑफ 2017। ये बेसिकली कुछ टूल्स है जो हमारी हेल्प करेंगे हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। हमें अलग अलग परफॉर्मेंस देंगे, यानी हमें अलग अलग इन्वायरमेंट देंगे कि हम हमारे डेटा को किस फॉर्मेट में इनक्रिप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यही टूल्स हमें मिलेंगे एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड में हम अगर सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, प्ले स्टोर है हमारे पास और कुछ थर्ड पार्टी सोर्स एप्लीकेशंस भी है जिसको हमें यूज कम करना है। अगर कोई वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है तो वहां से हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है बेसिकली। पर अगर हम वहां जाके क्रिप्टोग्राफी टूल्स लिखते हैं तो हमें काफी सारे ऐसे टूल्स मिल जाएंगे। काफी मार्केट में नए नए टूल्स आते रहते हैं जो हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के थ्रू काफी अच्छी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली देख सकते हैं MD6 हैश जनरेटर, ऑल हैश जनरेटर, MD6 हैश जनरेटर, MD5 हैश कैलकुलेटर एंड हैश कैलसी। तो यहाँ पे हमें ये कुछ दिख रहे हैं टूल्स जो बेसिकली MD5 MD6 हैशेस पे ही काम कर रहे हैं। हम और सर्च करेंगे तो डायरेक्ट क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड टूल्स भी हमें मिल जाएंगे। ये क्रिप्टोग्राफी का ही वर्क कर रहे हैं, बट इससे और अगर एडवांस देखना चाहते हैं तो आपको ऐसे काफी टूल्स मिल जाएंगे।
तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा वीडियो, जहां पे हमने देखा कि हम कैसे क्रिप्टोग्राफी को यूज लेते हैं, क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है, उसका इंक्रिप्शन टेक्निक क्या है, चिपर सेट क्या यूज में लेती है, किस तरीके से वो बेसिकली चिपर सेट को डिसाइड करती है कि कहां पे क्या यूज होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक यू।